नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक मी मानवा। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम वूचन है, हैंडसम परफेक्ट सिक्स बॉडी वाला बंदा। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब प्रॉब्लम है, टाइम बार बार उसी दिन रिपीट होता रहता है। शुरू में मेन लीड को लगा कि ये तो किस्मत की बात है, ना काम की टेंशन ना फ्यूचर की फिक्र, बस मजे ही मजे। लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक एंजॉय करने के बाद वो बोर हो गया, इसलिए उसने बिना किसी डर के जो मन में आया वो करना शुरू कर दिया। इलीगल काम, थ्रिल ढूंढना, एक नोटोरियस गैंग को गन से खत्म कर देना, बैंक लूट लेना, क्योंकि उसे कॉन्सिक्वेंसेस की कोई चिंता ही नहीं थी। उसने तो बेकार और मीनिंगलेस लाइफ से निकलने के लिए कई बार अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार वो वापस उसी दिन लौट आता था, 7 जुलाई 2020 की सुबह 7 बजे। यह कहानी है उस आदमी की जिसने 3 लाख से भी ज्यादा दिन जिए हैं, जो एग्जैक्टली 1000 साल के बराबर होते हैं। इतने लंबे समय में उसने हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, हैकिंग, दुनिया के एडवांस टेक्नोलॉजीज और बहुत कुछ सीख लिया। अब मेल लीड ये पूरी कहानी एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सुना रहा था, लेकिन लड़की को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि ये बस उसे पटाने के लिए कहानी बना रहा है। सच कहे तो मेल लीड को ऐसी बातें बोलते देखकर वो उसे थोड़ा अजीब ही समझने लगी थी। उसे लगा ये बंदा थोड़ा सा संकी है। उसने तुरंत अपनी फ्रेंड को मैसेज भेज दिया कि जल्दी आ जाए, लेकिन मेल लीड ने शांत होकर कहा तुम्हारी फ्रेंड नहीं आएगी। ये सुनते ही लड़की हैरान रह गई। लड़की को भरोसा न करते देख वूचन बोला उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया है, वो उसके साथ चली जाएगी, ऑब्वियसली उसके पास यहाँ आने का टाइम नहीं होगा। अगर तुम मुझे बिलीव नहीं करती तो 9 मिनट और 13 सेकेंड्स वेट करो, वो तुम्हें कॉल करेगी। ये सुनकर लड़की गुस्से में खड़ी हो गई, लेकिन गलती से पीछे खड़े एक आदमी से टकरा गई। वो आदमी तुरंत उसका हाथ पकड़कर कॉम्पेंसेशन मांगने लगा, कहने लगा कि उसने उसके बॉडी को डैमेज कर दिया है। लड़की ने विरोध किया, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तब वूचन ने बीच में बोलकर सिचुएशन संभाली, तुम इधर आओ। प्रोवोकेशन सुनकर वो आदमी गुस्से में लॉलीपॉप झटकते हुए उसकी तरफ आया, लेकिन वूचन ने आसानी से उसे डॉच कर दिया और एक पंच मार दिया। गुस्से में वो वूचन पर झपटा, लेकिन मेल लीड ने एक जबरदस्त अटैक किया जो उसके लिए लगभग फेटल साबित हुआ और वो दूर जाकर गिरा। अपने आदमी को पीटते देख उसका बॉस हथियारों से लैस लोगों का ग्रुप लेकर आ गया। उनका इरादा मेल लीड को मारने का था, लेकिन वूचन ने शांत होकर पूछा क्या जावलिंगी तुम लोगों को इसी तरह ट्रेन करता है? यह सुनते ही बॉस का चेहरा बदल गया। फिर वूचन ने जावलिंगी को कॉल लगाया और पूछा तुम कहाँ हो? तुम्हारा भटका हुआ डिसेबल लोगों को परेशान कर रहा है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम कौन और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? वूचन ने जवाब दिया, अगर तुम नहीं चाहते कि डोंगाई बैटल का अंजाम बदल जाए तो जरा बताओ अभी कौन सा महीना चल रहा है। यह सुनकर जावलिंगी शॉक में पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेल लीड को इस बारे में पता है। वूचन ने ठंडे लहजे में कहा, अपने लोगों को कंट्रोल में रखो, अगली बार सिर्फ फोन कॉल पर बात नहीं खत्म करूंगा। ये कहकर उसने फोन वापस उन लोगों की तरफ फेंक दिया। ये सब सुनकर वो लोग बुरी तरह से डर गए, तुरंत झुककर माफी मांगी और वहां से चले गए। पीछे खड़ी लड़की ये सब देखकर और भी ज्यादा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे का बैकग्राउंड कितना डेंजरस है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया। उसने माफी मांगी और बताया कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया है। अब लड़की पूरी तरह से शॉक हो गई और वूचन की तरफ देखने लगी। वूचन ने उसे पार्किंग लॉट में चलने को कहा। वहां वूचन एक लाल फरारी लेकर आया, जिसे देखकर लड़की और भी ज्यादा सरप्राइज हो गई, लेकिन वूचन ने आराम से बता दिया कि ये गाड़ी उसने चुराई है। मेल लीड जाने ही वाला था कि लड़की ने उसे रोक लिया। मैं घर कैसे जाऊंगी? क्या तुम सच में मुझ जैसी एक कमजोर लड़की को अकेला घर भेज दोगे? वूचन ने सीधा जवाब दिया, सॉरी लेकिन मुझे ऐसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है जिनकी मेकअप स्किल 8 पॉइंट से कम हो। ये सुनते ही लड़की गुस्से में आ गई और तुरंत अपना मेकअप हटा दिया। वूचन ने उसे देखा और रेटिंग दी, 9 पॉइंट्स, बुरा नहीं। फिर उसने कहा कि अगर वो प्रूफ करना चाहती है कि वो झूठ नहीं बोल रहा तो उसके घर चल सकती है, आराम से बैठकर बात करेंगे। लड़की ने कमर पर हाथ रखकर कहा, ठीक है चलो, मुझे किसी चीज का डर नहीं, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं अब पुलिस को कॉल कर दूंगी। फिर दोनों तेज रफ्तार से निकल पड़े। सीन कट होता है अगली सुबह वूचन के घर पर। एक रात साथ बिताने के बाद वूचन ने अपनी आंखें खोली और एक नए दिन का स्वागत करने लगा। छोटी सी सुंदर लड़की को अलविदा कहने के लिए तैयार था, लेकिन तभी वो लड़की बाथरूम से बाहर आई और गुस्से में पूछने लगी, ये तुम्हारी बात के मुताबिक क्यों नहीं हुआ? क्या 7 जुलाई बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए थी? मुझे एक्सप्लेन करो, आज 8 जुलाई क्यों है? ये देखते ही वूचन घबरा गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सच में 8 जुलाई आ जाएगी। बाहर लड़की लगातार दरवाजा पीट रही थी और चिल्ला रही थी, वूचन कैसा आदमी बाथरूम में छुप जाता है, बाहर निकलो, तुमने कहा था ना सब एक्सप्लेन करोगे, अब बताओ क्या चल रहा है? अंदर वूचन नहा रहा था और सोच रहा था, क्या यही असल में टाइम लूप के खत्म होने की शुरुआत है? मेरे दिल की खुशी संभाली नहीं जा रही। आखिरकार मैं श्रापित लूप से बाहर आ गया, आखिरकार उस दुनिया में वापस आ गया जहाँ से मैं आया था। तभी अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आया, होस्ट ने 10,000 साल की टाइम और स्पेस रीइंकार्नेशन ट्रायल पास कर ली है, सिस्टम एक्टिवेटेड। ये देखकर हमारा मेन लीड शॉक हो गया। उसने सिस्टम को अवेकन कर लिया था।
सिस्टम होस्ट वूचान, बेसिक एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ 7, स्पीड 9, पेशेंस 8, स्पिरिट 10,000, टाइम स्पेस ओवरलैप यूज 3,65,000 और फिर होस्ट की एबिलिटीज दिखाने लगी। इंग्लिश लेवल 9, गनमैनशिप लेवल 9 और ऐसे ही टोटल 1354 स्किल्स। वूचान ने ध्यान से देखा, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स तो काफी ऑर्डिनरी थे, लेकिन उसके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि देखकर ही हैरान हो जाए। फिर उसने सोचा, ये टाइम स्पेस ओवरलैप आखिर है क्या? शायद मैं अपनी मर्जी से टाइम रिपीट कर सकता हूँ। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया और कंफर्म किया कि वूचान आप फ्रीली डिसाइड कर सकता है कि टाइम कब रिपीट होगा, पर रीसेट का फिक्स टाइम सुबह 7 बजे का था। अगर वो सेम दिन को रिपीट करता है तो पहली बार सिर्फ 1 पॉइंट लगेगा और उसके बाद कॉस्ट हर बार डबल होती जाएगी। ये सुनते ही वूचान बहुत एक्साइटेड हो गया। अब उसके पास सिर्फ टाइम कंट्रोल ही नहीं था, बल्कि 1354 लेवल 9 स्किल्स भी थी। कुकिंग, फाइटिंग, शूटिंग, ड्राइविंग और ना जाने क्या क्या। पहले वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, लेकिन 10,000 साल के बाद ये सब उस बात का सबूत था कि उसकी सफरिंग बेकार नहीं थी। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। उसकी करंट एबिलिटीज उसे जिंदगी में चमकने का मौका दे सकती थी। ये सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगा। बाहर से उसकी हंसी सुनकर टियान को चिंता होने लगी। उसे लगा शायद वूचान सच में पागल हो गया है। तभी वूचान अचानक बाहर निकला। टियान ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन उसी वक्त बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटा गया। लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे, गाड़ी वापस करो, कल रात जो कार चुराई थी उसे बाहर निकालो। ये देखकर टियान घबरा गए। उसे लगा कि वूचान ने फिर से कार चुरा ली और अब वो लोग उनके घर तक पहुंच गए। लेकिन हमारे मेल लीड को अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि टाइम अब रिपीट नहीं हो रहा। और सच ये था कि उसने वैंग युआन की कार चुरा ली थी। ये नाम सुनते ही टियान हैरान हो गई। वो कौन है? क्या बहुत पावरफुल है? वैंग युआन का असली नाम वैंग एक्स था। 15 साल पहले वो डोंगहाई का टॉप साइंस स्टूडेंट था। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट माना जाता था। लेकिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद समर वेकेशन में हाउसिंग डेमोलिशन के दौरान उसके पेरेंट्स को बुरी तरह से मारा गया। गुस्से में आकर वैंग एक्स ने किसी को चाकू मारकर मार डाला और उसे 3 साल की जेल हो गई। जेल से बाहर आने के बाद उसने ट्रबल क्रिएट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मशहूर हो गया। उसके पास ना पावर थी, ना बैकग्राउंड, ना पैसा, लेकिन उसका आईक्यू आम लोगों से कहीं ज्यादा था। आज वैंग युआन डोंगहाई की एक मशहूर और बहुत ताकतवर हस्ती बन चुका था। वूचान जानता था कि वैंग युआन से कैसे डील करना है, लेकिन अभी टाइमिंग सही नहीं था। असल में वैंग युआन तो इस पूरे मैच का सिर्फ एक छोटा सा इशू था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ और थी। कल वूचान ने यंग मास्टर ली का नाम यूज करके अपने आप को पावरफुल दिखाया था। अगर ये बात एक्सपोज हो गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। शायद पूरे ईस्ट चाइना रीजन के लोग उसका शिकार करने लग जाएंगे। वूचान ने अपनी कनपट्टी मलते हुए फैसला लिया। जुलाई 8, 2020 का पहला टाइम स्पेस रीसेट। इस बार उसने 1 पॉइंट खर्च किया। कोटा 3,64,999 पॉइंट्स बच गए। 8 जुलाई 2020 7 बजे सुबह वूचान ने आंखें खोली और छत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब इसे कैसे एक्सप्लेन करूं? लेकिन टियान रिएक्ट करते उससे पहले वूचान ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी, क्योंकि एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। ये सुनकर उसने उसकी उंगली काट ली और उसे इररिस्पॉन्सिबल कहा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वूचान इतनी जल्दी उसे छोड़ने की सोच रहा है। उसकी पोजीशन के हिसाब से शायद वो बिना डरे रह सकती थी, लेकिन असल में वो सिर्फ एक आम लड़की थी। जब उसने देखा कि वूचान उसकी असली आइडेंटिटी जानता है तो उसने नाटक करना छोड़ दिया। उसने प्रॉमिस किया कि वो उसकी वैंग युआन के साथ सुलह करवाने में मदद करेगी। वूचान ने हाथ बढ़ाकर उसे जोर से गले लगा लिया और धीरे से बोला, तो तुम मुझे बचाओगे जैसे मैंने कल तुम्हें बचाया था? लड़की का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत वूचान को दूर धकेल दिया और बोली, तुम कितने परवर्ट हो, फिर तुम इंतजार करो पीट पीट कर मरने का। तब वूचान की आवाज अचानक सीरियस हो गई। माफ करना, लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो वैंग युआन को चींटी की तरह कुचल सकते हैं। लड़की ने शक भरी नजर से पूछा, कौन? वूचान के दिमाग में एक चेहरा उभर आया, एक औरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग औरत। थोड़ी देर बाद टियान वहां से चली गई, लेकिन उसके जाते ही वैंग युआन के गुंडे उसके पीछे पड़ गए। पकड़ो उसे, बॉस की कार है वो, उसे भागने मत दो। गुंडे एक्सीलेटर दबाकर वूचान की गाड़ी पर करीब पहुंचने लगे। उन्होंने बंदूक निकालकर धमकी दी, गाड़ी रोको वरना हमें बदतमीजी करने का दोष मत देना। बंदूक देखते टियान डर कर चीख पड़े, उसके पास गन्स है। लेकिन वूचान के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। इसी वजह से तो मजा आता है, कस के पकड़ लो। इतना कहकर उसने गियर बदला और गाड़ी को हद से ज्यादा स्पीड पर दौड़ा दिया। लड़की शॉक में चीख पड़ी, क्या तुम पागल हो? इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? वूचान ने मजबूरी में जवाब दिया, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, अगर पकड़े गए तो पक्का मारे जाएंगे। पीछे वाली गाड़ी में बैठा लाल बाल वाला गुंडा गुस्से से गरज उठा, उसके पीछे जाओ, बॉस की गाड़ी वापस लाओ और उस हरामी को टुकड़े टुकड़े कर दो। जब वूचान उस मिस्टीरियस वुमन को कॉल कर रहा था तब दूसरी तरफ से फोन कनेक्ट हुआ और एक औरत ने कॉल उठाया। वूचान बोला, मिस ली रोंग, तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम्हारे आसपास एक ट्रेडर है, वही तुम्हारी बेट हरवाने वाला है। ली रोंग ने तुरंत तीखे लहजे में पूछा, तुम कौन हो और मेरी बेट के बारे में तुम्हें कैसे पता है? वूचान शांत रहकर बोला, मेरे अपने सोर्सेस हैं, मैं तुम्हारे बारे में इतना जानता हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकती, और तुम्हारे छोटे भाई के बारे में भी। इसी बीच वैंग युआन की कार जोर से वूचान की कार से टकरा गई।
सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि उसके पास ली रोंग से बहस करने का वक्त नहीं था। उसने बस एक बात छोड़ दी, आधे घंटे बाद अपनी कंपनी में मुझे लेने के लिए किसी को भेजना, वहाँ बात करेंगे, तब तक तुम खुद जान जाओगी मैं कौन हूँ। अब वैंग युआन के दोनों गुंडों की गाड़ियां वूचैंग की कार से दोनों तरफ से चिपक चुकी थी। लड़की घबरा कर बोली, ये बहुत बुरा है, हमें ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन वूचैंग ने आराम से स्टीयरिंग घुमाया और स्पीड और बढ़ा दी। ब्लॉक बिल्कुल नहीं, मेरे पास मास्टर लेवल ड्राइविंग स्किल देखो। ये बोलकर वूचैंग ने एक जबरदस्त टर्न लिया और गुंडों की गाड़ी को क्रॉस कर दिया। पीछे वाला ड्राइवर हैरान होकर बोला, इसकी ड्राइविंग स्किल्स कमाल की हैं। उसके पास बैठा आदमी गाली देते हुए बोला, कमाल मेरी जूती, उसके पीछे लग जाओ। तीनों गाड़ियां रोड पर पागलों की तरह दौड़ रही थी, लेकिन वूचैंग की स्पीड फिर भी से ज्यादा थी। वो खतरनाक टर्न्स को भी आसानी से क्रॉस कर रहा था। गाड़ी में बैठी लड़की बस चीखी जा रही थी। काफी देर तक तीर की तरह उड़ने के बाद आखिर वूचैंग की कार रुक गई। वूचैंग ने कहा, हम तुम्हारे घर आ गए। लड़की ने खिड़की के बाहर देखा, सच में उसका घर सामने था। वह हैरानी से पूछ बैठी, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? वूचैंग मुस्कुराए, छोड़ो, अगर बता भी दूं तो तुम फिर भी वही पुरानी कहानियां समझोगी। लड़की धीरे से कार से बाहर उतरी। जाते जाते उसने पलट कर कहा, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल सच में अमेजिंग है, तुम्हें ये सब कहाँ से सीखा? वूचैंग मजाक में बोला, अपनी जान दांव पर लगाकर। इतनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल पाने के लिए मुझे याद भी नहीं कितनी बार मरना पड़ा। पर तुम मेरी तरह मत करा, मेरे पास अनेक जिंदगियां हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है। लड़की का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो बोली, झूठे कही के अपना फोन नंबर दो, जब मेरा मूड अच्छा होगा तब शायद तुमसे कांटेक्ट करूंगी। लेकिन उसकी बात पूरी करने से पहले वूचैंग गाड़ी लेकर निकल गया। लड़की गुस्से में बोली, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पूरा टाइम मुझे टीज करता रहा और फोन नंबर तक नहीं दिया। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। 1 मिनट, उसने मेरे साथ होने वाली हर बात सही प्रेडिक्ट की। जरूर मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर कोई सीक्रेट अरेंजमेंट किया होगा, वरना उसे मेरे घर का एड्रेस कैसे पता होता? मैं उस बेस्ट फ्रेंड से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा कर रहूंगी। तुम बुरे आदमी मुझसे बच नहीं पाओगे। आधे घंटे बाद एक स्काई स्क्रैपर की LED स्क्रीन पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर चमक रही थी। वूचैंग उसे देखकर याद करने लगा। ली रूबिंग, बाहर से एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, डोंगहाई सिटी की शाइनिंग स्टार, लेकिन असल में उसका बैकग्राउंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और वह यंग मास्टर ली, जो इस शहर में सब कुछ हिला सकता है, उसका छोटा भाई है। और वैसे भी जितनी खूबसूरत औरतें मेरी जिंदगी से गुजरिया, उनमें इसका रिश्ता काफी गहरा रहा है। कुछ देर बाद वूचैंग को ली रूबिंग के ऑफिस में ले जाया गया। वूचैंग ने दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले और आराम से ली रूबिंग को देखा। ली रूबिंग के हाथ में उसकी इन्फॉर्मेशन फाइल थी। वो धीरे धीरे पढ़ने लगी। वूचैंग 22 साल, डोंगहाई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर। तुम्हारे पिता वुडा है, माँ जैंगरू, दोनों छोटे बिजनेस ओनर्स। और तुम्हारी एक छोटी बहन भी है जो अभी हाई स्कूल में पढ़ती है। वूचैंग मुस्कुराया, ली ग्रुप वाकई पावरफुल है। सिर्फ एक फोन नंबर से ही मेरी पूरी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन कर ली। ली रूबिंग ने सीधा उस फाइल को फाड़ दिया। तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत ऑर्डिनरी है और कोई ऑर्डिनरी इंसान उस बात के बारे में नहीं जान सकता तुम आखिर हो कौन। वूचैंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, जैसे कि तुम्हारे पास जो ट्रेडर है वो कौन है, मुझे 1 बिलियन दो, मैं उसका नाम बता दूंगा। ली रूबिंग ने टेबल के नीचे हाथ डाला और एक पिस्तौल निकालकर सीधा वूचैंग के सर पर टान दी। एक अनजान आदमी मेरे ऑफिस में घुस आता है, कहने लगता है कि मेरे पास ट्रेडर है, फिर 1 बिलियन मांगता है। अगर तुम मेरी जगह होते तो मान जाते। मैं वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम्हें मुझे रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते तो तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। लेकिन वूचैंग बिल्कुल शांत था। उसने एक झटके में पिस्तौल का मैगजीन निकाल लिया और बोला, मुझे पता था तुम गन यूज करोगे, वरना तुम मुझे कैसे मारोगी। ली रूबिंग के दिल में तुरंत घबराहट दौड़ गई। मेरी गन तो हमेशा टेबल के नीचे रहती है, इसे कैसे पता चला? क्या ये पहले से सब जानता था? वूचैंग ने उसके हाथ से पिस्तौल ले ली, फिर शांत आवाज में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इंटेलिजेंस मर्चेंट हूँ। तुम टेबल के नीचे गन छुपा कर रखती हो, ये भी सिर्फ एक पीस ऑफ इंटेलिजेंस है। मिस ली, मेरी इंटेलिजेंस गैदरिंग एबिलिटीज पर भरोसा करो, और वैसे भी मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ एक प्रॉफिटेबल डील करने आया हूँ। अंदर ही अंदर वूचैंग सोच रहा था, अगर इसे लगे कि मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो ये ज्यादा आराम से बात मानेगी। पैसे की बात खुद करने से इसकी गार्ड नेचुरली नीचे आ जाएगी। ली रूबिंग ने ठंडी नजरों से वूचैंग को देखा और बोली, बोलते रहो, और क्या जानते हो तुम? वूचैंग गन से खेलते हुए शांत आवाज में बोला, तुम जैंगनुली फैमिली की ली रूबिंग हो, लेकिन क्योंकि तुम एक औरत हो तुम्हारी सारी अचीवमेंट्स को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। औरत चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, आखिर में सोसाइटी की सोच से लड़ना मुश्किल होता है। तुम्हारी माँ हमेशा तुमसे बहुत प्यार करती रही है। तुम्हारे पेरेंट्स की शादी भी 2 बड़े परिवारों के अलायंस के लिए हुई थी, इसी वजह से उनकी फैमिली में कुछ हद तक बात चलती है। लेकिन अब वही लोग तुम पर लगातार प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम डिंग लॉन्ग से शादी कर लो। तुमने एक बार उनका विरोध करके भागने का भी सोचा था, लेकिन अपनी माँ की चिंता में तुम ऐसा नहीं कर पाई। तुम उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। इस बात ने डिंग लॉन्ग को तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। उसने तुम्हारे आसपास आने वाले 3 अलग अलग फेक बॉयफ्रेंड्स को बर्बाद कर दिया। पहला फेक बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया, दूसरे को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और तीसरे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई।
डिंगलोंग बहुत सेल्फिश आदमी है, उसे पता था कि वो सिर्फ फेक बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी उसने उन पर हमला करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई ताकि कोई और तुम्हारे करीब आने की हिम्मत ना करे। इस अरेंजमेंट से बचने के लिए तुम और डिंगलोंग एक अरेंजमेंट पर पहुंचे। तुम दोनों अपना अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करोगे, जो 5 साल में बड़ा बिजनेस खड़ा करेगा वही जीतेगा। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता डिंगलोंग ने जीतने के लिए तुम्हारे आसपास के एक आदमी प्लान कर रखा है। सिर्फ आधा साल बचा है, वही आदमी तुम्हारे रिसर्च मटेरियल चुरा लेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें लीक कर देगा। फिर डिंगलोंग उसका यूज करके तुम्हारी कॉन्फ्रेंस बर्बाद करेगा और तुम हार जाओगी। ली रूबिंग चुप हो गए, उसने कुछ नहीं कहा, बस एक चेक लिखा और वुचैंग की तरफ बढ़ा दिया और फिर बोली, जारी रखो, कौन है वो? वुचैंग मुस्कुराए, गुड। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। अंदर सीनियर असिस्टेंट मयान आया, उसने डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक ली रूबिंग को दिया। प्रेसिडेंटली इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए। अचानक वुचैंग ने मयान का सिर पकड़कर जोर से टेबल पर दे मारा, फिर उसके सर पर गन तान दी। यही है ट्रेडर मयान। मयान घबरा कर चिल्लाए, ट्रेडर क्या बकवास कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। वुचैंग ने उसकी गर्दन और जोर से पकड़ ली, नाटक करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बैंक अकाउंट में $5 मिलियन पड़े हैं, क्या वो डिंगलोंग का रिवॉर्ड नहीं है? मयान फिर से चीखने लगा, 5 मिलियन? डिंगलोंग, मुझे कुछ नहीं पता मैडम, मैं इनोसेंट हूँ। वुचैंग ने एक हाथ से उसे टेबल पर दबा रखा था और दूसरे हाथ से उसका फोन निकाल लिया, फिर बोला, लगता है तुम तब तक नहीं रोगे जब तक कॉफी ना देख लो। उसने तुरंत डिंगलोंग का नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, सामने से आवाज आई, डॉक्यूमेंट्स मिल गए। ये सुनते ही ली रूबिंग का चेहरा बदल गया। डिंगलोंग! अब उसके पास शक करने की कोई वजह नहीं बची थी। वुचैंग ने मयान को जमीन पर फेंक दिया, आप भी अपनी सफाई दोगे? ली रूबिंग उसके पास आई और गुस्से में बोली, इतने सालों से तुम दोनों तरफ का खेल खेल रहे थे, अच्छा पैसा कमा लिया होगा है ना? इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी बेनिफिट्स की कमी नहीं होने दी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 5 मिलियन में तुम बिक जाओगे। मयान डर के मारे घुटनों पर गिर गया। मैडम, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन ये सब मैडम का आइडिया था, उन्होंने ही मुझे करने को कहा था। वुचैंग ने शांति से गन उठाई और ली रूबिंग की तरफ बढ़ा, फिर बोला, तुम्हारी माँ कभी भी सच में नहीं चाहती थी कि तुम डिंगलोंग से शादी करो। वो खुद भी एक मैरिज अलायंस का टूल बनी थी, वो सिर्फ अपने नाना के प्रेशर के सामने झुक गई। ये सब बकवास वाली सफाई डिंगलोंग ने ही तुम्हें सिखाई होगी ना, वो ही जानता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस तुम्हारी माँ है। वुचैंग ने गन ली रूबिंग को पकड़ा दिया, अब फैसला तुम्हारा है, इसके साथ क्या करना है? ली रूबिंग ने आंखें बंद कर ली, कुछ सेकंड्स बाद बोली, निकल जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। मयान तुरंत खड़ा हुआ और बार बार शुक्रिया अदा करते हुए भाग गया। वुचैंग ने हैरानी से पूछा, मुझे लगा तुम उसे मार दोगी। ली रूबिंग ने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, मैं बस उसे अपने हाथों से नहीं मारना चाहती, वो आज रात तक किसी नदी के तल पे होगा। फिर उसने तीखी नजरों से वुचैंग को देखा, सच कहो तो अब मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पर भी शक है। हो सकता है तुम्हें डिंगलोंग ने ही भेजा हो ताकि मयान को एक्सपोज करके मेरा ट्रस्ट जीत सको। वुचैंग ने सिर खुजा, अभी भी मुझ पर शक कर रही हो? वैसे मेरे पास एक तरीका है तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म करने का। ली रूबिंग ने बाहें चढ़ाई, कौन सा तरीका? वुचैंग मुस्कुराया, सिंपल, मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। फिर उसने समझा, डिंगलोंग अपनी रेपुटेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, एक छोटे से बिजनेस गेम के लिए वो अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाएगा, इसलिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना मेरी इनोसेंस प्रूफ करने का सबसे अच्छा तरीका है। ली रूबिंग ने अपनी चिन पकड़कर सोचा, तुम्हें पता है ना मेरे पिछले 3 बॉयफ्रेंड्स के साथ क्या हुआ था? वुचैंग हंस पड़ा, बिल्कुल पता है, लेकिन तुम्हारे साथ पंगा लेना मेरी जिंदगी को और इंटरेस्टिंग बना देगा। ली रूबिंग ने तुरंत गन उठाकर उसके माथे पर तान दी, मैं मानती हूँ तुम स्पेशल हो, लेकिन तुम अभी भी बहुत जवान हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो अफसोस होगा, तुम्हें डर नहीं लगता? वुचैंग ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, डराने की कोशिश मत करो, अगर तुम मुझे सच में मारना चाहती तो अब तक बाहर से लोगों को बुला चुकी होती है ना? ली रूबिंग कुछ देर सोचती रही, फिर उसने गन वापस रख दी, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। यह कहकर वो वुचैंग के पास आई, अब एक क्लोज सी फोटो लेते हैं ताकि हमारे रिलेशनशिप का प्रूफ हो। फिर वुचैंग और ली रूबिंग ने मिलकर एक कोजी फोटो खींच ली। वुचैंग ने मनी मन सोचा, ये फोटो शायद डिंगलोंग को फॉरवर्ड करेगी ताकि कंफर्म कर सके कि मैं उसका स्पाई नहीं हूँ। ली रूबिंग फोन से खेलते हुए बोली, आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे असिस्टेंट दोनों हो, थोड़ी देर में कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगा, अब मुझे मेरे भाई के बारे में बताओ। वुचैंग धीरे से बोला, डोंगाई हॉनजुन, मिड स्ट्रीम डाउफू, ननाई गोंगचोंग और सेंडा टिंगचाई क्लब, ये सब तुम्हारे भाई के कंट्रोल में है। ली रूबिंग ने बेचैन होकर बीच में टोक दिया, ये तो सबको पता है। वुचैंग ने बात जारी रखी, लेकिन डोंगाई में कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो हद पार कर चुके हैं, इसमें कई बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन 3 महीने पहले शुरू हो चुकी है। मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से सिर्फ 1 महीने के अंदर तुम्हारे भाई का पूरा नेटवर्क तोड़ दिया जाएगा। ली रूबिंग जोर से खड़ी हो गई, क्या कहा तुमने? वुचैंग शांत रहा, सिर्फ तुम्हारा भाई ही नहीं, ली फैमिली भी इस पूरे मामले में फंसने वाली है। एक बार सबूत मिल गए तो तुम्हारे भाई को जेल भेजना मुश्किल नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात, ली फैमिली भी इस डिजास्टर से बच नहीं पाएगी। ली रूबिंग ने भाई सिकोड़ ली, ये बहुत बड़ी बात है, क्या तुम अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में श्योर हो? वुचैंग ने सीधा जवाब दिया, मुझ पर शक मत करो। उसी वक्त डोंगाई क्लब में एक लाल बालों वाला गुंडा हिचकिचाते हुए रिपोर्ट दे रहा था, बात कुछ ऐसी है।
वैंग युआन जो ली राउटाई का राइट हैंड मैन था चाकू घुमाते हुए बोला, उस नालायक ने मेरे लोगों को पीटा, मेरी गाड़ी चुरा ली और ऊपर से यंग मास्टर ली का नाम यूज करने की हिम्मत भी की। क्या उसे जीना नहीं है? दूसरी तरफ लाओ जिंगी ने पाइप नीचे रखते हुए कहा, लेकिन एक बात अजीब है, उस लड़के को मेरा फोन नंबर कैसे पता और उसे मे रैली के बारे में कैसे पता था? ली फैमिली का सबसे बड़ा पोटा ली राउटाई ठंडी आवाज में बोला, कोई भी वजह हो उसे ढूंढो और मेरे सामने लेकर आओ, मैं खुद उसे मारूंगा। तभी दरवाजा खुला, कोई अंदर आया। सब लोग हैरान रह गए, वो ली रूबिंग थी। सब अंडरलिंग्स तुरंत खड़े होकर रिस्पेक्ट देने लगे। ली राउटाई चौंक गया, सिस। फिर उसने तुरंत अपने लोगों को डांटा, सब लोग लॉलीपॉप बुझाओ, मेरी सिस्टर को स्मोक की स्मेल पसंद नहीं। यह कहकर उसने अपनी लॉलीपॉप एस्ट्रे में बुझा दी और हाथ हिलाकर धुआं हटाने लगा। फिर पूछा, सिस तुम यहाँ कैसे, कोई अर्जेंट बात है? ली रूबिंग ने सीधा वुचेन की तरफ इशारा किया, बस किसी से मिलवाना था। वुचेन ने हाथ हिलाकर ग्रीटिंग दी, साथ ही एक कार की हवा में उछालकर ली राउटिंग की तरफ फेंक दी। कल तुम्हारी गाड़ी थोड़ी देर के लिए बोरो की थी, ये रही की गाड़ी पार्किंग लॉट में है। लाल वालों वाला गुंडा तुरंत चिल्लाया, यंग मास्टर ली, यही है वो आदमी, इसी ने आपका नाम यूज किया था। वुचेन शांत नजरों से ली राउटाई को देख रहा था। ली राउटाई ली फैमिली का सबसे बड़ा पोता, फैमिली के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की पूरी अथॉरिटी रखता है। ली रूबिंग के कंपैरिजन में ये और भी ज्यादा पावरफुल है, ताकत में डिंगलोंग से कम नहीं। बचपन से ली रूबिंग अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट भी करती थी और पिटाई भी। इसी वजह से ली राउटाई अपनी बड़ी बहन की इज्जत भी करता था और उसे डरता भी था। तभी ली राउटाई हकलाते हुए बोला, सिस सिस ये लड़का कौन है? ली रूबिंग ने सीधा उसका कान पकड़ लिया और जोर से खींचकर डांटने लगी, कौन सा लड़का, ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। ली राउटाई जम गया, ब्रदर इन लॉ? बाकी सब लोग भी पसीने से भीग गए, बॉस का ब्रदर इन लॉ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। ली राउटाई ने अपना कान मलते हुए कहा, सिस क्या तुम फिर से फेक बॉयफ्रेंड लेकर आई हो? वैसे भी ये काफी एवरेज लग रहा है, इस बार कोई अच्छा रीजन तो दो। ली रूबिंग ने अपनी चिन पर हाथ रखा, हाँ सॉरी, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, सब तुम्हारी वजह से। ये बोलते हुए उसने प्यार से वुचेन के सीने पर हल्का सा पंच मारा। वुचेन धीरे से उसके कान के पास बोला, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? ली रूबिंग हल्की आवाज में मुस्कुराई, क्या हुआ, डिंगलोंग से डर लग रहा है? वुचेन ने ली राउटाई की तरफ देखा, मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई अभी डर के मारे मरने वाला है। ली राउटाई बहुत डरा हुआ था, उसके दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही थी, कहीं मेरी बहन उस लफंगे के बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली? क्या इस बार सच में उसका बॉयफ्रेंड है? मानना पड़ेगा ये लड़का देखने में बुरा नहीं है, लेकिन इतना भी कमाल का नहीं। और वैसे भी मेरी बहन को हमेशा कैपेबल आदमी पसंद आता है, सिर्फ चेहरे की वजह से वो किसी पर कैसे फिदा हो सकती है? रुको, कहीं ये मेरी बहन को बेवकूफ तो नहीं बना रहा? भले ही मेरी बहन स्ट्रॉन्ग विल्ड है, लेकिन प्यार में पड़ते ही उसकी अकल काम करना बंद कर देती है। ये नहीं हो सकता, मुझे इसका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा और हर हाल में अपने बहन को बचाना होगा। ली राउटाई ने आवाज ऊंची करके पूछा, तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो? वुचेन ने शांत आवाज में जवाब दिया, 3 महीने पहले तुम्हारी बहन ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इंटर्न्स रिक्रूट करने के लिए लोग भेजे थे। ली रूबिंग सोच में पड़ गई, 3 महीने पहले मैं सच में डोंगाई गई थी, इसे कैसे पता? ली राउटाई ने फिर सवाल किया, तुम उसे सिर्फ 3 महीने से जानते हो, इतने कम वक्त में तुम इस आदमी को कितना जानती हो? फिर वुचेन की तरफ मुड़कर गुस्से से बोला, लिंगजी ने मुझे बताया था कि कल तुम एक खूबसूरत लड़की के साथ शराब पी रहे थे, वो लड़की कौन थी? ली रूबिंग ने भी जोर से पूछा, कौन सी लड़की? वुचेन ने शांति से समझाया, गलत मत समझना, वो लड़की मू टियान थी, मू फैमिली की बेटी, मू ग्रुप के चेयरमैन मू शिहाई की बेटी, डोंगाई के फार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी। सच कहूं तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर मैंने कल उसे रोका नहीं होता तो तुम्हारा छोटा दोस्त अब तक मर चुका होता। डोंगाई का मू ग्रुप फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल इंडस्ट्री का लीडर था, उसका बॉस मू शिहाई एक बहुत ही मशहूर और ताकतवर शख्सियत था। अगर डोंगाई को एक विशाल ड्रैगन माना जाए तो मू ग्रुप उस जगह का असली लोकल टायरेंट था। वुचेन ने आगे कहा, चाहे तुम मू शिहाई से डरते हो या नहीं, अगर लड़ाई होती तो जीत सिर्फ उसी की होती और तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। ली राउटाई हकलाते हुए बोला, तो मुझे अपने ब्रदर इन लॉ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ली रूबिंग मनी मन हैरान थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरा छोटा भाई जो किसी से नहीं डरता वुचेन की 2-4 बातों से ही चुप हो गया। फिर ली रूबिंग ने बीच में रोक दिया, बस करो ये बेकार की बातें, हम यहाँ एक जरूरी काम से आए हैं, ऊपर से किसी ने हांगजुन क्लब को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वैंग युआन और जाओ लिंगी एक साथ बोल पड़े, क्या? यहाँ तक कि ली राउटाई भी शांत नहीं रह सका, इम्पॉसिबल, मैंने सब कुछ परफेक्टली अरेंज किया था, मेरे बिना पता चले वो लोग कैसे हाथ लगा सकते हैं? वुचेन ने भाई चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें काफी टाइम पहले ही शेनहू के साथ अपना बिजनेस खत्म कर देना चाहिए था और लोगों की सीक्रेट रिकॉर्डिंग करके ब्लैकमेल करना भी बंद कर देना चाहिए था। इस बार ली रूबिंग अपना गुस्सा नहीं रोक पाई, तुम अभी भी उस शेनहू के साथ मिले हुए हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है। ली राउटाई जल्दी से अपनी बहन को शांत करने लगा, बहन शांत हो जाओ, अपना ख्याल रखो। वुचेन ने भी ली रूबिंग की बात से सहमत होते हुए कहा, तुम्हारी बहन बिल्कुल सही कह रही है, वो आदमी बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, इस बार वो जरूर तुम्हें धोखा देगा और अपने सारे गुनाह तुम्हारे सर पर डाल देगा।
ली राउटाई के माथे से पसीना बहने लगा। उसने मू चैन को बीच में रोक दिया। मेरे और शेनू के बिजनेस के बारे में मेरी बहन तक नहीं जानती, तुम आखिर हो कौन? मू चैन ने शांत आवाज में जवाब दिया, कुछ चीजें मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैं यहाँ सिर्फ ली रूबिंग की वजह से आया हूँ। तुम ली रूबिंग के भाई हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो ली रूबिंग दुखी होगी, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। ली राउटाई ने दांत भींचकर चिल्लाया, लड़के यहाँ खड़े होकर बकवास मत करो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुमने आज सब कुछ साफ साफ नहीं बताया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। ली रूबिंग ने तुरंत कहा, अपने ब्रदर इन लॉ को बात पूरी करने दो। पर ली राउटाई इतना गुस्से में था कि उसका कंट्रोल टूट गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये तुम्हें कैसे बेवकूफ बना रहा है, आज मैं इसका असली चेहरा सबके सामने लाकर आऊंगा। मू चैन ने बिना घबराए बोलना जारी रखा। पूरे डोंगहाई जस्टिस सिस्टम में इस मामले की जानकारी बहुत कम लोगों को है। 4 महीने पहले लाइबो नाम का एक नया पुलिस ऑफिसर डेप्यूटी डायरेक्टर बना था। उसने होंगजुन केस की इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ली है। मू चैन ने एक पेन उठाया और बोलते बोलते लिखना शुरू कर दिया। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स कस्टमर्स का भेष बदलकर अंदर घुस चुके हैं। उसने लिखते हुए नाम नोट किए, क्लीनिंग लेडी लुई, सिक्योरिटी गार्ड जाओ। सब नाम लिखने के बाद मू चैन ने नोटबुक ली राउटाई को दे दी। ये मोल्स की लिस्ट है, चेक कर लो जो मैंने कहा है वो सच है या नहीं। ली राउटाई ने लिस्ट देखी और उसका गुस्सा फूट गया। उसने तुरंत हुक्म दिया, जाओलिंगी सबको फर्स्ट फ्लोर लॉबी में इकट्ठा करो और अपने वेपन्स रेडी रखो। जाओलिंगी ने तुरंत जवाब दिया, जी। ली राउटाई ने फिर कहा, वैंग युआन लिस्ट में जितने लोगों का नाम है उनके रूम्स की तलाशी लो। वैंग युआन ने सिर हिला का जवाब दिया, समझ गया। ली राउटाई ने मू चैन को धमकाना भी नहीं भूला, अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मुझे बदतमीजी का दोष मत देना। मू चैन आराम से ली राउटाई के पास से गुजरा और एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं यही बैठकर तुम्हारी माफी का इंतजार करूंगा। कुछ देर बाद ली राउटाई वीडियो रिपोर्ट देख रहा था। उसके दोनों सबऑर्डिनेट्स उसके पास खड़े थे। पूरा माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। ली राउटाई और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। आखिरकार उसने गुस्से में अपने हाथ का कैमरा जमीन पर दे मारा। इन सबको गिरफ्तार कर लो। मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत कैसी हुई इनकी? मरना चाहते हैं क्या? पर मू चैन ने तुरंत उसे रोक दिया, तुम इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर इनमें से एक भी आदमी गायब हो गया तो ऊपर वाले लोग और जल्दी एक्शन ले सकते हैं। हमने इन सबको एक साथ पकड़कर कुछ सबूत तो हासिल कर लिए हैं, लेकिन अभी भी ऑपरेशन पूरा बंद नहीं किया गया क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस अभी भी मिसिंग है। ली राउटाई अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर से टेबल पर हाथ मारा। तो तुम चाहते हो मैं ये सब सह लूं? मू चैन ने शांत आवाज में पूछा, तुम अपना गुस्सा निकालना चाहते हो, जिसका मतलब है आधा कदम जेल की तरफ बढ़ाना, या फिर तुम इस मुश्किल से सुरक्षित बाहर निकलना चाहते हो? ली राउटाई ने पूछा, तुम्हारे पास कोई तरीका है? मू चैन ने जवाब दिया, सबसे पहले अपने लोगों को कहो कि कोई भी बेवकूफी भरा कदम नहीं उठाए। ली राउटाई ने अपने आदमियों को इशारा किया और फिर मू चैन की तरफ मुड़कर पूछा, उसके बाद? मू चैन मुस्कुराया, पहले ढंग से मुझसे माफी मांगो फिर बताऊंगा। मू चैन ने मन ही मन सोचा, अगर इसे थोड़ा डराया और हिलाया नहीं तो बाद में ये पक्का मुझे ही टारगेट करेगा। ली रूबिंग बीच में बोल पड़ी, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम सब एक ही परिवार हैं। अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है तो जल्दी बताओ। मू चैन ने आंखें बंद कर ली। यह लड़का तो मुझे अपना ब्रदर इन लॉ मानता ही नहीं। ली राउटाई ने नाक से आवाज निकाली और तुरंत नरम पड़ गया। ब्रदर इन लॉ, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको हमेशा ही अपना ब्रदर इन लॉ मानता हूँ। ये सुनकर मू चैन बस 2 बार हंसा। ही। ली राउटाई ने हाथ मलते हुए कहा, मेरी गलती थी ब्रदर इन लॉ, प्लीज बड़े दिल वाले बनिए और मेरी बात का बुरा मत मानिए। मैं बस ये डर रहा था कि मेरी बहन को कोई धोखा ना दे दे। मू चैन ने हल्का सा सिर हिलाया, चलो इतना तो ठीक है। तुम्हारी बहन की खातिर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। पहली बात, उसने कुछ देर सोचकर कहा, तुम्हें सबसे पहले अपनी मुश्किल की जड़ को संभालना होगा। जितनी देर करोगे उतनी दिक्कत बढ़ेगी। ली राउटाई जल्दी से बोला, जी ब्रदर इन लॉ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मू चैन ने आगे कहा, दूसरी बात, जो भी एविडेंस तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करो। सिचुएशन को समझे बिना कोई कदम मत उठाना। ली राउटाई ने तुरंत कहा, जी मैं अभी करवाता हूँ। मू चैन ने उसे रोक दिया, अभी क्या करवाओगे? तुम डेप्यूटी डायरेक्टर हो, क्या तुम चाहते हो कि मामला और बढ़ जाए? ली राउटाई तुरंत चुप हो गया, तो फिर क्या करूँ? मू चैन ने जवाब दिया, पहले पूरी सिचुएशन समझो। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर सबसे महंगा पड़ता है। ली राउटाई हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, तुम्हें इतनी सारी डिटेल्स कैसे पता है? मू चैन बस अपने हाथ में लाइटर घुमाता रहा। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, तीसरी बात, इस मामले की जानकारी जितनी जल्दी हो सके दादाजी को दो, खासकर उन लोगों के साथ तुम्हारे बिजनेस डीलिंग्स के बारे में। कुछ भी छुपाना मत, पूरा सच बताओ, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। एक गलत कदम पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकता है। चाहे बड़ी मुसीबत टल भी जाए, छोटी मुश्किलें फिर भी आएंगी। इसलिए दादाजी को सब कुछ पता होना चाहिए, समझे? ली राउटाई ने तुरंत जवाब दिया, जी समझ गया, मैं दादाजी को सब कुछ बता दूंगा। फिर मू चैन ने लाइटर जलाया और धीरे से कहा, और आखिरी बात, कुछ समय के लिए ऑपरेशंस रोक दो। अंदर की सारी प्रॉब्लम्स को पहले ठीक करो। जब तक घर के अंदर सफाई नहीं होती, बाहर से आने वाले दुश्मनों से लड़ना मुश्किल होता है। ली राउटाई ने सिर हिलाया, ये बात भी सही है। अचानक ली रूबिंग ने हाथ बढ़ाकर ली राउटाई का कान पकड़ लिया। आ ली राउटाई दर्द से चिल्लाने लगा। ली रूबिंग ने आवाज ऊंची करके कहा, तुमने अपने ब्रदर इन लॉ की बात ढंग से सुनी या नहीं?
ली राउटाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और बेचारा सा चेहरा बनाकर बोला, सुनी सुनी बिल्कुल सुनी, फिकर मत करो, मैं ब्रदर इन लॉ की हर बात मानूंगा। तभी अचानक ली राउटाई का फोन बज उठा। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। हेलो, कितना नुकसान हुआ? दूसरी तरफ से जवाब आया, 2 बिलियन। ली राउटाई का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। क्या 2 बिलियन? मैं अभी आ रहा हूँ। कॉल कट करने के बाद ली रूबिंग और मूचन की तरफ मुड़कर बोला, ब्रदर इन लॉ कुछ गड़बड़ हो गई है, कसिनो में प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग थोड़ी देर मेरा इंतजार करिए। मूचन ने अपनी चिन को सहला। शेनगुआन जून, फ्यून का बॉस। ली राउटाई हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। तुम्हें ये भी पता है? इसी बीच एक शानदार और भीड़ भाड़ वाले कसिनो में हर तरफ लोग खुशी खुशी अपनी बाजी लगा रहे थे। मूचन का ग्रुप धीरे धीरे कसिनो के अंदर घुसा। मूचन ने बोलना शुरू किया, शेनगुआन जून कल ही डोंगहाई आया है और वो खास तौर पर मकाओ से गैम्बलिंग मास्टर्स को बुलाकर लाया है ताकि बदला ले सके। इस बार तुम पर जो दबाव बनाया जा रहा है उसकी वजह होंगजुन क्लब की शान शौकत या तुम्हारा सीक्रेटली फोटोज लेकर ब्लैकमेल करना नहीं है। असली वजह कसिनो का मामला है। सच कहूँ तो तुम्हारा और शेनगुआन जून का बिजनेस मॉडल एक ही जैसा है, जहाँ कनेक्शंस का यूज करके अमीर लोगों को गैम्बलिंग में खींचकर लाया जाता है। कसिनो में जो एक्सपर्ट्स तुमने हायर किया उनकी वजह से अगर लोग जीतते हैं तो तुम जीतते हो, और अगर वो हारते हैं तो तुम भी हारते हो। शेनगुआन जून यहाँ पहले ही कई 100 मिलियन हार चुका है। इससे उसकी कंपनी का कैश फ्लो बिगड़ गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। और इसी प्रोसेस में उसे पता चला कि बहुत सारे अमीर लोग भी उसकी तरह यहाँ पैसे हार चुके हैं। उसने ये बात वे फैमिली को बताई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें तुम्हारी सीक्रेट ब्लैकमेलिंग रिकॉर्डिंग्स के बारे में भी पता चल गया। फिर उन्होंने बिना देर किए दूसरे लोगों के साथ मिलकर ली फैमिली को गिराने की प्लानिंग शुरू कर दी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में शेनगुआन जून कभी एक्सपर्ट्स लेकर यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो ली फैमिली को नाराज नहीं कर सकता। लेकिन अब उसे कोई डर नहीं है। उसे लगता है कि तुम जल्दी या देर से जेल जरूर जाओगे। ली राउटाई गुस्से में बोला, मुझसे पंगा लेने की हिम्मत? वो कमीना जीना नहीं चाहता क्या? मूचन ने शांति से समझा, इतना एक्साइटेड मत हो, पहले सिचुएशन देख लेते हैं। जब सब लोग अंदर पहुंचे तब रूम में कार्ड गेम चल रही थी। फुशिंग कंपनी का बॉस शेनगुआन जून साइड में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके साथ लाया गया गैम्बलिंग एक्सपर्ट अपने कार्ड्स टेबल पर फेंकते हुए बोला, मैं जीत गया। डीलर ने झुककर कहा, मैं हार गया। शेनगुआन जून ने टेबल पर पड़े चिप्स अपनी तरफ खींचते हुए जोर से हंसा, हा हा हा, आज तो मैं अमीर हो गया। ली राउटाई उसके पास जाकर बोला, बॉस शेन, लगता है आज आपकी किस्मत काफी अच्छी चल रही है। शेनगुआन जून ने मुस्कुराना बंद कर दिया और तमीज से जवाब दिया, बस ठीक ठाक, आज काफी पैसा जीत लिया है, यंग मास्टर ली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ली राउटाई भी मुस्कुराए, ली फैमिली को इतने से पैसे की कमी नहीं है। शेनगुआन जून ने और छिड़ते हुए कहा, तुम्हारे सारे एक्सपर्ट्स बाहर आ गए लेकिन सब हार गए, लगता है आज तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही यंग मास्टर ली। तब तक पता नहीं कब वूचन कार्ड टेबल के पास आ चुका था। उसने कार्ड्स का डेक उठाया और बोला, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये कहकर वूचन ने डेक को शफल करना शुरू कर दिया। कभी कार्ड्स हवा में उछलता, कभी पकड़ लेता। फिर उसने शेनगुआन जून की तरफ देखकर पूछा, बॉस शेन, मेरे साथ कुछ राउंड्स खेलने में इंटरेस्टेड हैं? शेनगुआन जून जोर से हंसा, ही 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 ही। अब एक जवान लड़का खेलने आया है। यंग मास्टर ली, इतना डेस्परेट मत बनो, मैं आज तुमसे 200 मिलियन से ज्यादा जीत चुका हूँ। अगर तुम और पैसे देना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ही 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 ही। ली राउटाई समझ नहीं पाया। उसने ली रूबिंग की तरफ मुड़कर पूछा, ये क्या हो रहा है? क्या ये सच में कार्ड्स खेल सकता है बहन? ली रूबिंग भी उलझन में थी, मुझे क्या पता। दूसरी तरफ बैठा गैम्बलिंग एक्सपर्ट चुपचाप मूचन को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा, एक गैम्बलिंग एक्सपर्ट अपने ओपोनेंट के एक्सप्रेशंस और एक्शंस देखकर उसकी साइकोलॉजी समझता है। ये स्किल सालों के एक्सपीरियंस से आती है। यह लड़का बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड लग रहा है। मैं तो सिर्फ उसके चेहरे को देखकर ही बता सकता हूँ कि उसके हाथ में कौन से कार्ड्स हैं। ली रूबिंग ने धीरे से मूचन को पुकारा है, फिर उसके कान के पास झुककर पूछा, तुम श्योर हो ना? मूचन ने धीरे से जवाब दिया, आज मैं तुम्हारा सारा पैसा वापस जितवा सकता हूँ। फिर मूचन कुर्सी पर बैठ गया और डीलर्स ने कार्ड्स बांटने शुरू कर दिए। पर मूचन ने जल्दी से अपने कार्ड्स देखने की भी कोशिश नहीं की। सामने बैठा एक्सपर्ट हैरान हो गया, अपने कार्ड्स तक नहीं देख रहा, क्या ये इसकी हैबिट है? मूचन ने आराम से एक कार्ड पलट दिया, एस ऑफ स्पेड्स। एक्सपर्ट ने तुरंत हाथ उठाया, तुम्हारा हैंड बड़ा है, बैट लगाओ। मूचन ने शांति से 500,000 के चिप्स टेबल पर फेंके। एक्सपर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। पहला राउंड खत्म हुआ। दूसरे राउंड में भी मूचन ने $500,000 चिप डाल दिए। डीलर ने एक्सपर्ट से पूछा, और आप सर? एक्सपर्ट ने अपना चश्मा उतारा और कार्ड्स फोल्ड कर दिए। चौथे राउंड तक एक्सपर्ट लगातार फोल्ड करता रहा। 8वें राउंड तक भी मूचन हर बार $500,000 की बेट लगाता रहा। गेम चलती रही। 15th राउंड तक दोनों तरफ से कार्ड्स खेलते जाते रहे। 21st राउंड तक भी वही हुआ। सामने वाला फिर $500,000 की बेट लगाता रहा और मूचन फिर जीत गया। मैं फिर जीत गया। ली राउटाई खुद को रोक नहीं पाया और ताना मारते हुए बोला, मिस्टर शेन, लगता है जो एक्सपर्ट आप लाए हैं उसकी किस्मत आज साथ नहीं दे रही। शेनगुआन जून ने फिर भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लगता है यंग मास्टर ली की किस्मत वापस आ गई है।
लेकिन अंदर ही अंदर शेन गुआनजुन एक जहरीली मकड़ी की तरह अपना जाल बुन रहा था। वो सोच रहा था, छोटे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ राउंड जीतकर तुम मुझे हरा दोगे? उसके दिमाग में एक्सपर्ट की बात गूंज उठी। मेरी एक आदत है, गेम शुरू होते ही मैं जानबूझकर कुछ राउंड्स हार जाता हूँ। इससे मुझे ओपोनेंट की हैबिट्स देखने का मौका मिलता है। मैं उसकी साइकोलॉजी एनालाइज करता हूँ, फिर एक ही बार में पलटवार करता हूँ। उस वक्त शेन गुआनजुन ने कहा था, सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ मैं। अब शेन गुआनजुन अपने मन में हिसाब लगा रहा था। ली राउटर पहले 200 मिलियन से ज्यादा हार चुका है। वो इतनी जल्दी आसानी से गेम छोड़कर नहीं जा सकता। जब इस लड़के के चिप्स खत्म हो जाएंगे तो ये जरूर खेलता रहेगा। खेलते रहो। 38 गेम पर डीलर ने दोनों तरफ को अपने कार्ड्स दिखाने के लिए इनवाइट किया। मुचन ने आगे बढ़कर 1 मिलियन के चिप्स का एक बड़ा ढेर टेबल पर धकेल दिया। एक्सपर्ट ने मनी मन सोचा, इसने कार्ड्स देखे बिना ही सीधा बेट लगा दी। लगता है अपनी किस्मत पर बहुत भरोसा है। कार्ड्स बांटने के बाद और 4 कार्ड्स खुले। मुचन ने फिर स्टेक बढ़ा दिया, एक और बार 1 मिलियन। एक्सपर्ट ने मुचन के खुले कार्ड्स देखे और अंदाजा लगाया, इसका हैंड बहुत वीक है और मेरे पास किंग्स की पैर है, मैं जीत गया। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने अपने सारे चिप्स आगे ढकेल दिया। अगर ऐसी बात है तो मैं ऑल इन हूँ। ली राउटर मुचन को देखते हुए सोच रहा था। उसके एक्सप्रेशन को देखकर लगता है ब्रदर इन लॉ के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन उसने कार्ड्स प्रॉपर्ली देखे भी नहीं है। रिजल्ट अभी भी अनसर्टन है। मुचन ने अपने 2 कार्ड्स को हल्का सा रब किया और बोला, मैं भी ऑल इन हूँ। एक्सपर्ट ने अपना चश्मा उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, टेबल पर पैसे बहुत कम है, एक और 100 मिलियन ऐड करते हैं। मुचन ने घमंड भरे अंदाज में जवाब दिया, 100 मिलियन से क्या होगा, 200 मिलियन लगाते हैं। ये बोलते ही ली राउटर ने तुरंत स्टाफ को सिग्नल दिया। कुछ ही पलों में बनी कॉस्ट्यूम पहनी 2 फीमेल स्टाफ मेंबर्स बहुत सारे चिप्स लेकर आ गई। मुचन ने फिर चैलेंज किया, मैं और 100 मिलियन लगाता हूँ, तुम्हारा क्या कहना है? एक्सपर्ट फिर सोच में पड़ गया। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड पर हाथ रखता है, मतलब इसके पास शायद एसेस की पैर है। कुछ देर सोचने के बाद एक्सपर्ट ने फोल्ड कर दिया। एक्सपर्ट हंस पड़ा, कितने केयरलेस हो तुम, अगर मेरी बात मानकर और 50 मिलियन लगाते तो शायद और 50 मिलियन जीत लेते। ली रूबिंग भी क्यूरियस हो गए। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास एस था? मुचन ने सीधा मना कर दिया, नहीं, मेरे पास तो 2 ऑफ हार्ट्स था। एक्सपर्ट गुस्से से खड़ा हो गया और जोर से टेबल पर हाथ मारा, तुम मेरे साथ खेल कर रहे हो? मुचन ने शांति से जवाब दिया, तुम खुद बेट लगाने की हिम्मत नहीं रखते हैं। एक्सपर्ट वापस बैठ गया और फिर कैलकुलेशंस करने लगा। ठीक है, इतना खुश मत हो, मैं तुम्हारी हैबिट समझ चुका हूँ। फिर दोनों तरफ का गेम चलता रहा। 31st राउंड आ गया। इस बार किस्मत से दोनों हैंड्स लगभग बराबर थे। एक्सपर्ट ने आखिरी कार्ड देखा, डायमंड का 9। उसने मनी मन हिसाब लगाया, हमारे हिडन कार्ड्स लगभग सेम हैं। जब तक इसके पास स्पेड का 9 नहीं है, ये मुझे हरा नहीं सकता। और एक ही राउंड में चारों 9 निकल आना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था, अब जाल समेटने का वक्त आ गया है। एक्सपर्ट मुस्कुराया, लगता है हमारा हैंड भी बुरा नहीं है, एक ही राउंड में फैसला कर देते हैं, क्या ख्याल है? 200 मिलियन ऑल इन। मुचन ने भी बिना झिझक अपने सारे चिप्स आगे ढकेल दिए, डील। पूरे कसिनो का माहौल टेंस हो गया। ली रूबिंग ने हल्की चिंता के साथ पूछा, एक राउंड के लिए 200 मिलियन, क्या ये बहुत रिस्की नहीं है? ली राउटर बस इतना ही बोल पाया, मेरे ब्रदर इन लॉ की किस्मत तो कमाल की है, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? शेन गुआनजुन और उसका एक्सपर्ट दोनों सोच रहे थे कि मुचन उनके जाल में फंस चुका है। एक्सपर्ट खुशी से बोला, ठीक है लड़के, बेट लगाती है तो बाद में पछताना मत। अगर अपना माइंडसेट कंट्रोल नहीं कर सकते तो गैम्बलिंग की दुनिया में ज्यादा दूर नहीं जा सकते। वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर से अपने कार्ड्स टेबल पर फेंक दिए। कार्ड्स देखे बिना इतना बड़ा बेट लगाने की हिम्मत, क्या तुम खुद को गैम्बलिंग गॉड समझते हो? और ये 200 मिलियन समझो तुम्हारी फीस है एक सबक सीखने की। ली राउटर और ली रूबिंग दोनों को लगा कि सब खत्म हो गया, जबकि शेन गुआनजुन पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि इस बार जीत उसकी है। वो मजाक उड़ाते हुए बोला, यंग मास्टर ली, तुम्हारे पास इतनी दौलत और इतना बड़ा बिजनेस है, थोड़ा बहुत पैसा हार जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? ली राउटर बस दांत भींचकर रह गया। तब तक पूरा ड्रामा चुपचाप देख रहा मुचन आखिर बोल पड़ा, हो गया तुम लोगों का, अगर बोलना खत्म हो गया है तो खुद देख लो। फिर मुचन ने शांति से अपना कार्ड टेबल पर रख दिया। एक्सपर्ट खुद को रोक नहीं पाया, उसने तुरंत कार्ड छीनकर पलट दिया और अगले पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो सच में 9 ऑफ स्पेड था। एक्सपर्ट का पूरा शरीर कांप गया, तुमने कार्ड्स देख लिए थे? इम्पॉसिबल, तुमने कब देखा? मुचन ठंडी हंसी हंसा, तुम्हें लगा मैंने कार्ड्स नहीं देखे? फिर तुम्हें क्या लगता है कि शुरू से ही हर राउंड में मैं अपने कार्ड्स पर हाथ क्यों रखता हूँ? ऑफ कोर्स, तुम्हारी नजर बचाकर उन्हें पलटकर देखने के लिए। तुम्हारी टेक्निक बुरी नहीं है, बस तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। कुछ राउंड्स देखकर तुम्हें लगा कि तुम मेरी प्लेइंग स्टाइल समझ गए हो, लेकिन क्या तुम्हें कभी सोचा जो तुम हैबिट समझ रहे थे, क्या वो सच में हैबिट थी या फिर तुम्हें धोखा देने के लिए एक्टिंग? वुचेन की आंखों में ठंडी चमक आ गई। शुरू से ही मैंने पूरा जाल बिछा दिया था, इस गैम्बल में शिकार तुम थे। एक्सपर्ट इतना डर गया कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। ली राउटर ने शेन गुआनजुन के कंधे पर हाथ रखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, बॉस शेन, लगता है जो आदमी आप साथ लाए थे वही आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। शेन गुआनजुन को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो हकलाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है?
एक्सपर्ट कुछ समझाना चाहता था बॉस शन में, लेकिन शन गुआनजुन ने उसे बीच में ही रोक दिया। चलो तो हम वापस चलते हैं। वो मुड़कर जाने वाले थे कि अचानक वूचन जोर से चिल्लाया, रुको, तुम्हें जाने की इजाजत किसने दी? शन गुआनजुन भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, बॉस लिए हार गया तो हार गया, अब क्या मेहमानों को जाने भी नहीं दोगे? तुम्हारे परिवार की मेहमान नवाजी वाकई बहुत अनोखी है। ली राउटाई ने वूचन की तरफ मुड़कर पूछा, उन्हें जाने क्यों नहीं दे रहे हो? वूचन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बस ली राउटाई की तरफ हाथ बढ़ाया। थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। क्या तुम्हारे पास तोता है? जरा उधार तो दो। ली राउटाई ने उसका तोता उसके हाथ में दे दिया। तुम्हें इसे यूज करना आता है? वूचन ने वो लिया, फिर उसने कुछ बेसिक मूव्स दिखाए और उल्टा ली राउटाई से पूछा, अब क्या लगता है? फिर वूचन गंभीर चेहरे के साथ एक्सपर्ट की तरफ बढ़ा। उसने एक्सपर्ट का हाथ पकड़ा और उसकी स्लीव से छुपा हुआ एस ऑफ स्पेड निकाला। ली राउटाई पूरी तरह से हैरान रह गया। वूचन ने धीरे से बोला, 10th राउंड में तुमने जानबूझकर एस ऑफ स्पेड अपनी स्लीव में छुपा लिया था इमरजेंसी ट्रम्प कार्ड के लिए। तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चला? मैंने तुरंत एक्सपोज नहीं किया क्योंकि मुझे पहले पैसे वापस जीतने थे। ली राउटाई गुस्से से चिल्लाया, साले, मेरे कैसीनो में चीटिंग करने की हिम्मत? फिर वो शन गुआनजुन की तरफ मुड़कर बोला, बॉस शन, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? शन गुआनजुन के माथे पर पसीना आ गया। उसने एक्सपर्ट की तरफ देखा। एक्सपर्ट बस इतना ही बोल पाया, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी अचानक वूचन ने तुरंत एक्सपर्ट को काबू में कर लिया और गुस्से से बोला, तुमने रूल्स तोड़े हैं, पता है इसका अंजाम क्या होता है? सब लोग रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही वूचन ने उसका हाथ अलग कर दिया। एक्सपर्ट दर्द से चिल्लाने लगा, मेरा हाथ, मेरा हाथ। वूचन फिर शन गुआनजुन की तरफ मुड़कर बोला, आप कुछ कहना है? शन गुआनजुन ने तुरंत इनकार कर दिया, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने इसे ऐसा करने को नहीं कहा था, ये सब इसकी अपनी मर्जी थी। वूचन ने चीज वापस ली राउटाई को दे दी। मैं चलता हूँ, बाकी सब तुम संभाल लो और याद रखना क्लब के अंदर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कसिनो से बाहर निकलने के बाद ली रूबिंग ने पूछा, कैसे लगता है? वूचन ने सिर्फ 3 शब्द कहे, कुछ खास नहीं। ली रूबिंग ने हैरानी से पूछा, कुछ खास नहीं? वूचन ने कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, मेरा थोड़ी था, मुझे क्या महसूस होगा? फिर वूचन सीधा आगे चलता गया। ली रूबिंग भी हैरान थी, इस आदमी ने इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से ले लिया। उसके मन में अजीब ख्याल आ रहे थे, यह आदमी किसी को मार नहीं सकता, राइट? कुछ टाइम बाद वूचन और ली रूबिंग एक ही गाड़ी में कंपनी की तरफ लौट रहे थे। ली रूबिंग ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे इंटेलिजेंस ब्रोकर कार्ड खेलने में भी इतने अच्छे होगे। वूचन उसकी तरफ देखकर बोला, बस थोड़ी सी स्किल है और ग्रेटिट्यूड फी मत भूलना, सीधा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ली रूबिंग कुछ बोल ही नहीं पाई, इस आदमी को हर वक्त पैसे ही याद रहते हैं। तभी अचानक वूचन कार की खिड़की के पास झुककर बाहर देखने लगा। ली रूबिंग ने पूछा, क्या हुआ? वूचन पीछे टिक कर बोला, हमारे पीछे 2 गाड़ियां लगी हुई हैं। ड्राइवर ने भी रिपोर्ट दी, मैडम पीछे वाकई कुछ गाड़ियां हमारा पीछा कर रही हैं। ली रूबिंग ने तुरंत ऑर्डर दिया, उन्हें कट ऑफ करो। फिर दांत बींचकर बोली, डिंगलोंग, वो पॉवर्ड मुझे फॉलो करने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन वूचन को ऐसा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, ये डिंगलोंग के लोग नहीं है, इनका टारगेट ली रूबिंग नहीं है। वूचन ने ली रूबिंग का हाथ पकड़ लिया, ली रूबिंग डरो मत, मैं हूं ना। ली रूबिंग को लगा वो बस मौका देखकर एक्टिंग कर रहा है। ओह, फ्लर्टिंग बुरी नहीं है तुम्हारी, मैं तो लगभग मान ही गई थी। फिर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया, फिर बोली, तुम्हें भूख लगी होगी ना, आज तुमने काफी हेल्प की है, मैं तुम्हें डिनर खिलाती हूँ। इसके बाद ली रूबिंग वूचन को एक यूरोपियन स्टाइल होटल रेस्टोरेंट में ले गई। बैठते ही वूचन ने पूछा, तुम यहाँ बहुत लोगों को जानती हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई मुझे देख लेगा? ली रूबिंग मुस्कुराई, मैं तो चाहती हूँ और ज्यादा लोग तुम्हें देखे। तभी एक आदमी उनके पास आया, होंगडेली, लॉन्गचैन ग्रुप का को फाउंडर और चेयरमैन। वो मुस्कुरा कर बोला, मैडम ली, क्या कोइंसिडेंस है, आप भी डिनर के लिए यहाँ आई हैं? ली रूबिंग ने सर उठाया, ओ चेयरमैन हान, मेरे बॉयफ्रेंड को यूरोपियन फूड खाना था, इसलिए मैं उसके साथ यहाँ आ गई। फिर उसने वूचन की तरफ इशारा किया, वूचन, ये चेयरमैन हान है, लॉन्गचैन ग्रुप के कोन फाउंडर। हांडेली ने हाथ बढ़ाया और मुस्कुरा कर बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई, आप दोनों साथ में वाकई परफेक्ट मैच लगते हैं। वूचन ने भी हाथ मिलाया, मुझे भी खुशी हुई चेयरमैन हान, आपके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद। फिर हांडेली ने अपनी घड़ी देखी, माफ कीजिए, मैं आपकी डेट डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मेरे क्लाइंट्स आ गए हैं, मुझे इजाजत दीजिए। हांडेली के जाते ली रूबिंग बोली, हांडेली बुरा इंसान नहीं है, उसके काफी कनेक्शन है और वो डोंगाई चेंबर ऑफ कॉमर्स का स्टीवर्ड भी है। वूचन ने शांत आवाज में कहा, उसके बारे में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, मैं उसे तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ। ली रूबिंग ने थोड़ा नाराज होकर कहा, हाँ, तुम तो इंटेलिजेंस ब्रोकर हो, तुम सब जानते हो। वूचन ने उसे याद दिला, लेकिन हर कोई तुम्हारा दोस्त बनना नहीं चाहता। ली रूबिंग ने इस बात का विरोध नहीं किया, बिल्कुल, मेरे काफी राइवल्स भी हैं, खासकर औरतें, लेकिन मेरा दुश्मन बनना शायद किसी के लिए सबसे बेवकूफी भरा फैसला होगा, है ना? वूचन को भी मानना पड़ा, हाँ, ये बात तो सच है। तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी, अरे ये तो मिस ली है ना, क्या कोइंसिडेंस है? लेकिन मिस ली, आपने कब से अपने छोटे लड़कों के साथ घूमना शुरू कर दिया?
बोलने वाली लुई काइशु थी, जिसका असली नाम लू लुआन था। 32 साल की डोंगाई सिटी की लुई फैमिली की बहू। 7 साल पहले उसने लू गुआन से शादी की थी, जो डोंगाई जूली ग्रुप का चेयरमैन था। लू गुआन की मदद से उसने अपनी कंपनी युंगशु फैशन लिमिटेड खड़ी की थी, और वो कंपनी ली रूबिंग की कंपनी की सीधी कंपेटिटर थी। लू लुआन ने मजाक उड़ाना जारी रखा। मिस ली इस साल 27 साल की हो गई है और ये लड़का देखने में मुश्किल से 20 साल का लगता है। वाह, बूढ़ी गाय को नई हरी घास मिल गई लगता है। ली रूबिंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने गहरी आवाज में कहा, मिस लू, बॉस लू की इज्जत की वजह से मैं आपकी बात को मजाक समझकर छोड़ रही हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप हद पार नहीं करेंगी। लू लुआन हंसी। क्या हुआ, जब काम कर लिया है तो लोगों के बोलने से डर कैसा? ली रूबिंग गुस्से से भर गई। वो अपनी कॉफी उठाकर लू लुआन पर फेंकते फेंकते रुकी। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, चुप हो जा। वो चैन ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। गुस्सा मत करो, मुझे हैंडल करने दो। वो चैन धीरे धीरे लू लुआन के पास गया। उसने अपना हाथ चिन पर रखा और उसे गौर से देखने लगा। वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। लू लुआन ने भाई सिकोड़ ली। तुम मुझे ऐसा क्यों घूर रहे हो? वो चैन ने शांति से जवाब दिया, कुछ नहीं, मुझे बस लग रहा है कि तुम थोड़ी फेमिलियर लग रही हो, जैसे मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा हो। अचानक वूचैन ने हाथ से ताली मारी। हाँ, अब याद आ गया, तुम पहले किसी नाइट क्लब में काम करती थी ना? ली काइशु ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। तू ये जो नाइट क्लब में काम करता है, तेरा पूरा खानदान नाइट क्लब में काम करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? वूचैन ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, मेरी बेइज्जती? क्या तुझे लगता है कि सिर्फ अपना चेहरा बदलकर तू मुझे बेवकूफ बना सकती है? ली काइशु के दिल में झटका लगा। इसे कैसे पता चला कि मैं पहले नाइट क्लब में काम करती थी? मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवाए हुए 10 साल हो गए, इस बात का किसी को पता नहीं होना चाहिए। ली रूबिंग भी वूचैन के पास आई। इतनी छोटी और घटिया बातें तक पता कर लेना, तुम्हारे इंटेलिजेंस नेटवर्क सच में तारीफ के लायक है। वूचैन ने ली रूबिंग की तरफ देखा। मेरी तारीफ करने के लिए अभी बहुत जल्दी है, थोड़ा इंतजार करो, तुम और भी ज्यादा हैरान हो जाओगी। इसी वक्त डोंगाई ग्रुप के चेयरमैन लू गुयान वहाँ पहुँच गए। काइशु, यहाँ इतना हंगामा क्यों हो रहा है? ली काइशु तुरंत भागकर उसकी भावों में गिर गई और रोते हुए बोली, हनी, उस कमीने ने मुझे धमकी देने की हिम्मत की और कह रहा था कि मैं पहले नाइट क्लब में काम करती थी, तुम्हें इसे निपटना होगा। लू गुयान ने उसे शांत करते हुए कहा, रोना बंद करो, मैं देख लूंगा। फिर वो ली रूबिंग की तरफ मुड़कर बोला, मिस ली, ये आदमी कौन है? ली रूबिंग ने जवाब दिया, ये मेरा बॉयफ्रेंड है वूचैन। लू गुयान वूचैन के पास आया और ठंडी आवाज में बोला, मैं लू गुयान हूँ, डोंगाई में मेरी भी कुछ हैसियत है। तुमने मेरी वाइफ की बेइज्जती की है, मतलब मेरी भी बेइज्जती की है। ये सिर्फ 2-4 लफ्जों से खत्म नहीं होगा। वूचैन मुस्कुराया, कोई है जो मेरे लिए इस मामले को सुलझा सकता है? लू गुयान हंस पड़ा, तुम्हें लगता है कि ली फैमिली का सपोर्ट मिल गया है इसलिए तुम मुझसे टक्कर ले सकते हो? वूचैन ने सिर हिला दिया, मैं ली रूबिंग की बात नहीं कर रहा, मैं मैंग वैंग की बात कर रहा हूँ। ये नाम सुनते ही लू गुयान का चेहरा बदल गया। तुम उसे कैसे जानते हो? ली रूबिंग भी समझ नहीं पाई कि सिर्फ एक नाम सुनकर लू गुयान इतना डरा हुआ क्यों लग रहा था। वूचैन ने इशारा किया, चेयरमैन लो, क्या हम थोड़ी प्राइवेट बात कर सकते हैं? मजबूरन लू गुयान उसके पीछे चल दिया। काफी दूर जाने के बाद वूचैन ने बोलना शुरू किया, मुझे तुम्हें 2 बातें बतानी है। पहली बात लू काइशु के बारे में है। 10 साल पहले वो एक नाइट क्लब में काम करती थी और काफी पैसे कमाते थे। उस दौरान उसकी मुलाकात एक बहुत अमीर क्लाइंट से हुई। उस क्लाइंट ने रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया था। जब वो जवान था, किसी से झगड़ा हो गया था और उसमें वो भी बुरी तरह जख्मी हो गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके लिए फ्यूचर में बच्चे पैदा करना बहुत मुश्किल होगा, और डॉक्टर की बात सच निकली, IVF भी फेल हो गया। एक बार नशे में उसने लू काइशु को अपना सारा राज बता दिया, और राज जानने के बाद लू काइशु के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, अपना नाम बदला और धीरे धीरे उस आदमी की वुमन बन गई। 3 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा उस अमीर क्लाइंट का नहीं था, वो किसी और आदमी का बच्चा था। उसे पता था कि तुम पैटर्निटी टेस्ट कराओगे, इसलिए उसने डॉक्टर को मोटी रिश्वत देकर रिपोर्ट बदल ली। मुझे यकीन है कि चेयरमैन लोग को पहले ही महसूस हो चुका होगा कि जैसे जैसे तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है वो तुमसे कम मिलता जुलता दिख रहा है, बस तुम सच का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये पूरा प्लान भी नहीं है। उनका आखिरी मकसद तुम्हें एक एक्सीडेंट में मरवाना और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना है। लू गुयान ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी कुछ बातों पर यकीन कर लूंगा? वूचैन ने आगे कहा, तुम्हारी वाइफ का जो कजन तुम्हारी कंपनी में काम करता है वो उसका कजिन नहीं है, वो उसका लवर है। अभी भी दोनों का अफेयर चल रहा है, अभी भी छुप छुप कर मिलते हैं। इस बात की इन्वेस्टिगेशन करना बहुत आसान है, तुम खुद चेक कर सकते हो या फिर उसे सीधा पूछ सकते हो, लेकिन सच निकलवाने के लिए थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा। ये सुनते ही लू गुयान तेज कदमों से लू काइशु की तरफ लौट गया। काइशु, क्या तुम कल कंपनी में अपने कजन के साथ थी? लू काइशु ने अपना डर छुपाते हुए जवाब दिया, हाँ, हम दोनों ऑफिस में थे जब तक काम खत्म नहीं हुआ। लू गुयान ने तुरंत मना कर दिया, गलत, कल उसने मुझे खुद बताया था कि वो क्लाइंट्स को एंटरटेन करने गया था, वो कंपनी में था ही नहीं, उसने वाकई तुमसे ऐसा कहा था। लू काइशु घबरा गई, शायद उसे गलत याद हो। लू गुयान का चेहरा अंधेरा पड़ गया, गलत याद हो तो चलो मैं अभी उसे फोन करके पूछ लेता हूँ।
लुकाशु जल्दी से बोली, ओ अब मुझे याद आया, वो कल दोपहर क्लाइंट्स के पास गया था लेकिन 3 बजे वापस आ गया था। उसके बाद वो पूरा वक्त ऑफिस में ही था। हनी आप अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो? उस कमीने ने मेरी बेइज्जती की है क्या? क्या अब आपको मेरी कोई परवाह नहीं? क्या अब आप मुझसे और हमारे बेटे से प्यार नहीं करते? लू गुयान का गुस्सा फट पड़ा। उसने हाथ उठाया और जोर से उसे थप्पड़ मार दिया। तुझे लगता है मुझे तेरे और उस कुत्ते जैसे आदमी के चक्कर के बारे में नहीं पता है? अभी क्या अभी घर वापस जाओ, मैं बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। उसके बाद लू गुयान ने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ करना कि तुम दोनों को ये सब देखना पड़ा। ली रूबिंग ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लू गुयान ने उदासी से कहा, मैं बस इतना चाहता था कि फ्यूचर में लू फैमिली का कोई वारिस हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे। लू गुयान ने अपनी मुट्ठी कस ली, फिर धीरे से छोड़ दी। छोड़ो, लगता है मेरी किस्मत में अपने बच्चे का होना लिखा ही नहीं है। वू चेन ने तुरंत उसकी बात का विरोध किया, ये सच्चाई नहीं है चेयरमैन लू, तुम्हारा एक बहुत ही कमाल का बेटा है। वू चेन ने आगे कहा, यही दूसरी बात थी जो मैं तुम्हें बताने वाला था। फिर उसने कहानी सुनानी शुरू की। एक लड़का और एक लड़के थे, बचपन के दोस्त, बचपन का प्यार। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते थे। लेकिन जब उस आदमी ने पैसा कमाना सीख लिया तो उसका दिमाग बदल गया। उसने अपनी पहली मोहब्बत को छोड़ दिया और उस रिश्ते को धोखा दे दिया। वो पैसा लेकर अपनी नई लवर के साथ भाग गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी पहली मोहब्बत उस वक्त प्रेग्नेंट थी। उस औरत ने एक बेटे को जन्म दिया। क्योंकि वो बिना शादी के माँ बनी थी, उसके पेरेंट्स ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसने अकेले ही अपने बेटे को पाला। लेकिन उस आदमी के लिए उसके दिल में नफरत कभी खत्म नहीं हुई। वो हमेशा अपने बेटे से कहते थे, तुम्हारा बाप मर चुका है। वो बच्चा बड़ा होकर कामयाब आदमी बना। उसने अपना परिवार बसाया। आज उसका 4 लोगों का खुशहाल परिवार है। तो तुम बिना वारिस के नहीं हो। तुम्हारी एक पोती भी है। तुम्हारी पोती बहुत प्यारी है। जब तुम उसे मिलोगे तुम जरूर उसे बहुत प्यार करोगे। लू गुयान ने बेचैन होकर पूछा, मेरे बेटे का नाम क्या है? वू चेन ने जवाब दिया, उसका सरनेम उसकी माँ वाला है। यह सुनते ही लू गुयान का शरीर कांप गया। शाओहोंग, क्या उसने दोबारा शादी नहीं की? वू चेन ने सिर हिला दिया। शायद मर्दों पर उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका है, इसलिए आज तक उसने शादी नहीं की। वो अभी भी डोंगाई में ही रहती है। उसे शायद पता भी है कि तुम अमीर बन गए हो, लेकिन उसने कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। हो सकता है क्योंकि तुमने जो रकम दिया था वो बहुत गहरा था। यह उसका करंट एड्रेस है। वो तुम्हें माफ करेगी या नहीं, इसका जवाब तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। लू गुयान ने कांपते हाथों से पेपर ले लिया। फिर जल्दी से रेस्टोरेंट से निकल गया। जाते जाते वो कहना भी नहीं भूला, भाई अगर मेरा और शाओहोंग का मिलन हो गया तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ली रूबिंग ने दिलचस्पी से पूछा, तो लू गुयान भी अब तुम्हारा एक फेवरमंद हो गया? वू चेन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हो सकता है फ्यूचर में काम आ जाए। खाना खत्म होने के बाद ली रूबिंग ने वू चेन को घर छोड़ दिया। वू चेन गाड़ी से उतरते हुए बोला, कल मिलते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था, ली रूबिंग ने उसे आवाज दी, वू चेन एक और बात थी जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। वू चेन आराम से गाड़ी के सहारे खड़ा हो गया, क्या बात है? ली रूबिंग ने आगे बढ़कर वू चेन का कॉलर पकड़ा और झुककर उसे जोर से किस कर दिया। फिर पीछे हटी और बोली, डिंगलोंग को मेरे पीछे लोग लगाना पसंद है तो उसे जल जल कर मरने दो। वू चेन मजाक भरे अंदाज में बोला, क्या ये तुम्हारा पहला किस था? ली रूबिंग ने तुरंत पलट कर कहा, क्या ये भी तुम्हारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में लिखा था? वू चेन मुड़ते हुआ बोला, रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी, बस इतना पता चला कि तुम थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड हो। तुमने मेरे होठों को थोड़ा दर्द करा दिया। चलो अब घर जाओ, बाय बाय। इसी वक्त वू चेन के घर के बाहर 2 लड़कियां खड़ी थी। वो शियान ने कहा, लिली मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाना खरीद लेते हैं, और कितना वेट करेंगे? दूसरी लड़की ने तुरंत मना कर दिया, नहीं हमें उस कमबैक का वेट करना है और फिर उसकी पिटाई करनी है। मुशियान थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन मैं तो खुद तैयार थी। दूसरी लड़की गुस्से से बोली, पागल लड़की, क्या उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है? मैं इस बार उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। मुशियान ने पूछा, लेकिन उसकी अरेंजमेंट तो तुमने ही की थी, उसे तुम्हारे बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता है? दूसरी लड़की झुंझुला गई, उसका मुझसे क्या लेना देना? सबसे जरूरी बात यह है कि उसे ढूंढो और सबक सिखाओ। मुशियान को थोड़ा पछतावा हुआ। उसने सोचा, मुझे लगा था लिली बस वू चेन के बारे में क्यूरियस है और कुछ सवाल पूछेगी। मैंने नहीं सोचा था कि उसका रिएक्शन इतना इंटेंस होगा। तभी हॉलवे में वू चेन नजर आया। मुशियान ने तुरंत कहा, वो आ गया। वू चेन थोड़ा हैरान हुआ, ओ तो तुम दोनों यहाँ हो? पिंक बालों वाली लड़की तुरंत चिल्लाई, तुम एक बदमाश हो, तुमने मेरी शियान को धोखा दिया है। तुम्हारा ये प्रीटी बॉय चेहरा देखकर ही मुझे पता था कि तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो। वू चेन हल्का सा मुस्कुराया, अगर तुम्हें पहले से पता था कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ तो फिर मेरे घर तक आने की हिम्मत कैसे हुई? यह कहकर उसने हाथ पॉकेट्स में डाले और आगे बढ़ गया। पिंक हेड लड़की ने घबराकर इलेक्ट्रिक बैटन निकाल ली। तुम क्या करने वाले हो? मैं वार्निंग दे रही हूँ, मेरे पास मत आना। वू चेन आराम से उसके पास से गुजरा और घर का दरवाजा खोल दिया। और मैं क्या करूंगा? पिंक हेड लड़की गुस्से से चीखी, मुझे धोखा देने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार दूंगी। मुशियान ने जल्दी से उसे रोक लिया, लिली मत करो। लेकिन उसके करीब पहुंचने से पहले ही वू चेन बोल पड़ा, हुशावे के पास तुम्हारे अलावा भी और औरतें हैं। पिंक हेड लड़की वही जम गई, क्या कहा तुमने?
मुचैन ने मुड़कर शांत आवाज में कहा, हु शाओवे को डोंगा वापस आए 4 दिन हो गए हैं, सही? तुमसे मिलने से पहले वो शुआन रोड के नंबर 19 के अपार्टमेंट 2011 गया था। वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिला, उसके बाद दोस्तों के साथ टेक्नीशियंस के पास गया और शराब पीने गया। कल जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तब वो तुम्हारे पास आया। उसके लिए तुम सिर्फ एक चलती फिरती मनी बैग हो। पिंक हेड लड़की ने हैरानी से पूछा, तुम सच बोल रहे हो? मुचैन ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर यकीन नहीं हो रहा तो उसे कॉल करके खुद पूछ लो। पिंक हेड लड़की गुस्से में बोली, मेरी चॉइस को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी कॉल करती हूँ और साबित कर दूंगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसने तुरंत फोन निकाला और हु शाओवे को कॉल लगाया। बेबी तुम कहाँ हो? हु शाओवे ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं घर पर हूँ। पिंक हेड लड़की ने तुरंत कहा, रूम में 10,000 रखे हैं, पहले नोट का सीरियल नंबर पढ़कर सुनाओ। हु शाओवे एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बहाना बनाते हुए बोला, मैं बाथरूम में हूँ, मैं आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ। यह सुनते ही पिंक हेड लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हु शाओवे हरामी, तुम घर पर नहीं हो, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हल करती हूँ। यह कहकर वो गुस्से में वहाँ से भाग गए। मुशियान उसके पीछे चिल्लाए, लिली रुको जाओ। लेकिन लिली रुकने वाली नहीं थी। तब वूचैन ने हाथ बढ़ाया और मुशियान को सीधा अपनी भाव में उठा लिया। अब जब यहाँ आ ही गई हो तो अंदर बैठोगी नहीं? मुशियान का चेहरा तुरंत लाल हो गया, तुमने मुझे क्यों उठा रखा है? वूचैन ने नरम आवाज में कहा, मैं बस सोच रहा था कि कहीं तुम थक तो नहीं गई। मुशियान ने उसके भाव में छटपटाते हुए कहा, मैं खुद चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारो। सुन रहे हो, मुझे अभी के अभी नीचे उतारो, बदमाश। अगली सुबह वूचैन कपड़े पहन रहा था। उसने एक नजर मुशियान पर डाली जो अभी तक उठना नहीं चाहती थी। मुशियान शर्म और गुस्से से बोली, तुम बदमाश कही के? मैंने मुश्किल से कुछ घंटे ही तो नींद ली है, मुझे अभी और भी सोना है। वूचैन ने एक कागज उसकी तरफ फेंक दिया, ये मेरा फोन नंबर है, अगर बाद में मुझसे मिलना हो तो इसी नंबर पर कॉल कर लेना और मेरे घर के बाहर हंगामा करना बंद कर दो। मुशियान के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई, बस अब बात बनी। फिर वूचैन घर से बाहर निकल गया, लेकिन उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने फोन निकाला और नंबर डायल किया। पूरा दिन मेरा पीछा करना काफी नहीं था क्या? मैं बस थोड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर रुकना और सीधा अरीना में आ जाना। अरीना में पहुंचकर वूचैन लगन से ट्रेनिंग करने लगा। हजारों सालों के टाइम लूप में उसने अनेक मार्शल आर्ट्स और टेक्निक्स मास्टर कर ली थी, लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी भी उतनी पावरफुल नहीं थी और उसे ट्रेनिंग की जरूरत थी। अब जब उसने डिंगलोंग को नाराज कर दिया था, उसे पता था कि फ्यूचर में किसी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वैंग शुआन वहाँ पहुंच गया। वूचैन को याद आया कि पहले वैंग शुआन सिर्फ एक सेकेंड रेट मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन ली रुबिंग से कनेक्शन बनाने के बाद उसका इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ा और कुछ ही सालों में वो टोंग सिटी के 4 सबसे बड़े लोगों में शामिल हो गया और सबसे जवान भी वही था। वैंग शुआन ने पहले बात शुरू की, मिस्टर वू, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने जो लोग आपके पीछे लगवाए थे वो सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए थे, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। वूचैन ने पूछा, ली राउटर को पता नहीं है कि तुम मेरा पीछा करवा रहे हो, है ना? वो अपनी बहन की बहुत परवाह करता है, अगर उसके कान तक ये बात पहुंच गई तो तुम गए काम से। वैंग शुआन ने घबराकर थूक निकला। ये देखकर वूचैन हंस दिया, फिक्र मत करो, अगर मुझे उसे बताना होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता। वैंग शुआन ने क्यूरियस होकर पूछा, फिर आप चाहते क्या है? वूचैन ने पानी की बोतल उठाई, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास काफी लोग हैं, अगर कभी मुझे लोगों की जरूरत पड़ी तो मुझे अपने नए दोस्त को परेशान करना पड़ेगा, और अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तो सीधा कह देना। मन में वूचैन ने सोचा, मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है लेकिन मेरे पास अपने लोग नहीं है, अगर वैंग शुआन मेरी मदद करे तो फ्यूचर में काफी काम आसान हो जाएगा। तभी वूचैन का फोन बज उठा, कॉल ली रुबिंग की थी। हेलो वूचैन, जल्दी कंपनी आ जाओ, कुछ हो गया है। वूचैन तुरंत बोला, ठीक है मैं आ रहा हूँ। वैंग शुआन ने तुरंत अपनी कार की कीज उसकी तरफ बढ़ा दी। मिस्टर वू, मेरी कार ले जाइए, अंदर कपड़े भी रखे हुए हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो इसे मेरी तरफ से माफी समझकर एक्सेप्ट कर लीजिए। वूचैन ने बिना झिझक कीज ले ली, तो फिर मैं फॉर्मेलिटीज नहीं करूंगा। ली रुबिंग के कंपनी में उस वक्त पूरा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट अफरा तफरी में था। हर तरफ लोग फोन पर बात कर रहे थे, कोई शेड्यूल अवेलेबल नहीं है, प्लीज प्रेसिडेंट ली के लिए एक अरेंजमेंट कर दीजिए, प्राइस कोई इशू नहीं है। ली रुबिंग खुद भी फोन पर थी, उधर सिचुएशन बिल्कुल खराब है, न्यूज रिलीज हो नहीं हो सकती। इसी वक्त वूचैन अंदर आया, क्या हुआ? ली रुबिंग ने परेशानी से कहा, हमारे प्रोडक्ट की स्पोक्स पर्सन और अपकमिंग फीमेल सिंगर डेंग शुनिया को एक कार ने टक्कर मार दी। कल तुमने ही मेरी मदद करके डिंगलोंग का प्लान एक्सपोज किया था, तुम्हें ही पता था कि प्लान लीक हो गया था। आज डेंग शुनिया का एक्सीडेंट हो गया, अब वो हमारे नए प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती। वूचैन ने सिर हिलाया, जैसे मैंने सोचा था, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ली रुबिंग गुस्से से दांत पीसकर बोली, डिंगलोंग हरामी, शर्त हारने के बाद भी रूल्स तोड़ रहा है, अपने फैमिली का इन्फ्लुएंस तक का ही इस्तेमाल कर रहा है। वूचैन ने शांत होकर कहा, बॉस ली, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे लिए नई स्पोक्स पर्सन ढूंढ दूं? ली रुबिंग ने अपना माथा पकड़ लिया, हमारी स्पोक्स पर्सन के लिए स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, क्या तुम वाकई किसी सुटेबल इंसान को ढूंढ सकते हो? वूचैन ने अपना फोन निकाला और उसके सामने स्क्रीन रख दी। कंट्री में एक टॉप सेलिब्रिटी है, एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस जिसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, उसका नाम टाओ मिनिंग है, तो बताओ क्या वो क्वालिफाइड है?
ली रूबिंग ने फोन पर दिख रही लड़की की फोटो देखी और सिर हिला दिया। टाओ मैनिंग, ये इंसान मुझसे एक बार मिलना भी पसंद नहीं करेगी, स्पोक्स पर्सन बनना तो बहुत दूर की बात है। मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। वुचान थोड़ा नाराज हो गया। तुम फिर मुझ पर भरोसा नहीं कर रही? तो चलो एक बैट लगाते हैं। मैं बैट लगाता हूँ कि कल दोपहर तक टाओ मैनिंग खुद कंपनी आकर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। टाओ मैनिंग देश के सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक थी। मार्शल आर्ट्स फिल्म स्वॉट डांस से उसने इंटरनेशनल फेम हासिल की थी। उसके बाद उसे काउंटलेस एंडोर्समेंट मिले और वो देश की दूसरी सबसे महंगी फीमेल सेलिब्रिटी बन गई। इसलिए ली रूबिंग को लगा कि वुचान मजाक कर रहा है। तुम कह रहे हो कि टाओ मैनिंग कल मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी? ऐसा मजाक मत करो, वो अभी फॉरेन कंट्री में शूटिंग कर रही है और उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज के ऑफर्स लाइन में लगी हुई है। हमारी बारी तो बहुत दूर है। वुचान ने बस इतना कहा। मैंने पहले ही कहा था, अगर भरोसा नहीं है तो बैट लगा लो। ली रूबिंग मान गई। ठीक है, फिर ऐसी कौन सी बैट लगाओ जिससे तुम चुप हो जाओ और मुझे परेशान करना बंद कर दो। वुचान ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैं बैट लगाता हूँ कि कल टाओ मैनिंग कंपनी आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी। अगर मैं हार गया तो आज के बाद तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा, उल्टा 2 मिलियन भी वापस कर दूंगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे 20 मिलियन देने होंगे। इसे स्पोक्स पर्सन ढूंढने की फीस समझ लेना, लेकिन एक और शर्त है, तुम जेलस नहीं होगी। ली रूबिंग ने भाई चढ़ा दी। जेलस? मैं जेलस क्यों होंगी? हम सिर्फ फेक लवर्स हैं, मैं तुमसे सच में प्यार नहीं करती। अगर तुम्हें प्यार करना है तो किसी और को ढूंढ लो, मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है और नहीं रोकूंगी। ये कहकर ली रूबिंग वापस अपने काम में लग गई। वुचान मुड़ते हुए बोला, अच्छा तो डील पक्की, और हाँ 2 मिलियन ट्रांसफर करने के लिए भी रेडी रहना, इसे एक्शन फी समझ लेना। फिर वुचान ने फोन निकाला। हेलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ देर बाद वुचान और वैंग शुआन एक इंटरनेट कैफे में खड़े थे। एक आदमी जोर से बोला, बॉस आओ, बॉस युआन, सब सेटअप हो गया है, सारे भाई बाहर खड़े रेडी हैं। वैंग शुआन ने हैरानी से पूछा, मिस्टर वू, ये सब आपके लोग हैं? मुझे पता है कि ये लोग गेम्स खेलना जानते हैं, लेकिन आपको इनकी जरूरत किसके लिए है? वुचान ने जवाब नहीं दिया। उसने सीधा ऑर्डर दिया, मशीन स्टार्ट करो, ओवरलॉर्ड लेजेंड पियरलेस डोमिनेशन एडिशन लोड करो। सब लोग अकाउंट रजिस्टर करो, शाम 5 बजे सर्वर 3 में एंटर करना। कैरेक्टर नाम होगा टायरेंट सर्वर ओवरलोड। जैसे ही वुचान गेम में एंटर हुआ, नोटिफिकेशन की बारिश होने लगी। कैरेक्टर नेम टायरेंट सर्वर ओवरलोड, रिचार्ज अमाउंट 10, पे नाउ। वुचान ने तुरंत क्लिक किया, पे नाउ। इन्फॉर्मेशन भरते हुए उसने कहा, अंदर जाकर नोवा स्क्वायर में मेरा वेट करना, मैं रिचार्ज करके गिल्ड बनाऊंगा, उसके बाद तुम सब ज्वाइन करना। 4 घंटे बाद वुचान जोर से चिल्लाया, ब्रदर्स फाइनली बॉस को मारो। गेम के अंदर दर्जनों कैरेक्टर्स एक साथ बॉस पर टूट पड़े। एक सबऑर्डिनेट खुशी से उछल पड़ा, वह पहले ही ट्राई में सेवरल 100,000 का अकाउंट मिल गया, अमेजिंग। जैसे ही फाइनल बॉस गिरा, पूरे सर्वर में अनाउंसमेंट्स गूंजने लगी। टायरेंट सर्वर ओवरलॉर्ड गिल्ड हैज डिफीटेड वर्ल्ड बॉस, ऑब्टेन बीस्टमैन किंग रिंग, ऑब्टेन शैडो बैटल स्पीयर, ऑब्टेन फ्रीडम टाइटल। एक आदमी चिल्लाया, एपिक रिंग। तुरंत सब लोग लूट के लिए लड़ने लगे। अरे शेयर करो, वो मेरी आइटम है, उसे मत पहनो। वैंग शुआन का कैरेक्टर वुचान के पास आया, मिस्टर वू, हमारी गिल्ड ने ड्रैगन को मार दिया है, हम सर्वर की नंबर 1 गिल्ड बन गए हैं, लेकिन हमें इस गेम पर लगभग 1 मिलियन उड़ा दिए। वुचान ने स्क्रीन पर देखा और मुस्कुराया, पूरा सर्वर खाली हो चुका है, बाकी सारे गिल्ड्स या तो मर चुके हैं या भाग गए हैं, अब सिर्फ 2 गिल्ड्स बची हैं, टायरेंट सर्वर ओवरलॉर्ड और ड्रैगन कॉन्क्वेस्ट ऑफ हेवेंस। अब सेकंड स्टेप का वक्त आ गया है। कुछ कमांड देने के बाद एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, प्लेयर टायरेंट सर्वर ओवरलॉर्ड गिल्ड लीडर हैज इनिशिएटेड द सिटी लॉर्ड बैटल। वुचान चिल्लाया, सिटी सीज शुरू करो, ड्रैगन कॉन्क्वेस्ट ऑफ हेवेंस के साथ फाइनल बैटल की तैयारी करो। सब लोग एक साथ बोले, जी बॉस। मेन सिटी के बाहर भयानक बैटल शुरू हो गई। तलवारों की टकराहट और स्किल की आवाजें हर तरफ गूंज रही थी। इसे काटो, उसका वेपन गिरा दो, आइटम उठाओ, अरे मैं तुम्हारी टीम में हूँ, मेरी लूट क्यों चुरा ली? तभी एक आवाज आई, वुचान बुरा नहीं, काफी पैसे उड़ा दिए तुमने, लगता है मैं सच में रिच प्लेयर हो। बोलने वाला कैंगलोंग युआन था, ड्रैगन कॉन्क्वेस्ट ऑफ हेवेंस का गिल्ड लीडर। कैंग युआन हंसकर बोला, हमारी दोनों गिल्ड्स लगभग बराबर की है, अभी भी रिजल्ट डिसाइड नहीं हुआ। वुचान ने बीच में ही रोक दिया, नहीं, विनर तो पहले ही डिसाइड हो चुका है। कैंग युआन हंस पड़ा, अच्छा तो बताओ कैसे जीतोगे? वुचान ने सिर हिला दिया, नहीं, जीतोगे तुम। कैंग युआन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, क्या? वुचान अचानक जोर से चिल्लाया, टायरेंट सर्वर ओवरलॉर्ड गिल्ड, सब लोग ध्यान से सुनो, सारे इक्विपमेंट्स उतार दो और लॉग आउट हो जाओ। कैंग युआन की आंखें फट गई, अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? कैंग युआन तुरंत कुर्सी से उछलकर वुचान के पास आ गया और जोर से गले लग गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, नाक भी बह रही थी। मत जाओ, हमारी जीत हार का फैसला कैसे होगा? उसके बाद कैंग युआन ने चमकती हुई आंखों से बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा, वुचान इतनी मुश्किल से तो एक वर्दी ओपोनेंट मिला है। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, मैंने ऑलरेडी गेम में 10 मिलियन रिचार्ज कर दिए है, तुमने भी कम से कम 8 या 9 मिलियन डाले होंगे। क्या इतना पैसा बर्बाद करके गेम छोड़ते वक्त तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं हो रहा? वुचान ने हंसी रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाहर से परेशान होने का नाटक करता रहा। क्या करूं, मेरी औरत की कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है, उसे नए प्रोडक्ट की स्पोक्स पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, अब रिप्लेसमेंट ढूंढना है, मुझे वापस जाकर उसकी हेल्प करनी पड़ेगी।
कैंग युआन तुरंत हंस पड़ा। अरे मुझे लगा कोई बड़ी बात है, बस इतनी सी बात। कुछ फीमेल सेलिब्रिटीज ही तो चाहिए। कौन चाहिए तुम्हें? मेरे पास काफी एक्ट्रेस है। मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन अगर ताओ मैनियन को भी बुलाना हो तो एक फोन कॉल काफी है। वूचैन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। हुक हो गया। लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। वो अभी भी परेशान होने का नाटक कर रहा था। मेरे पास सच में अर्जेंट काम है, मैं और गेम नहीं खेल सकता, मुझे डोंगाई सीबीडी जाना होगा। कैंग युआन फिर भी उसे रोकने की कोशिश करता रहा। एक मिनट, तुम भी डोंगाई में हो? तुम डोंगाई के ही हो? वूचैन ने सिर हिला दिया। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ, बाद में बात करेंगे। ये कहकर वूचैन उठने लगा। तभी उसका फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज कैंग युआन का था। मैंने और 10 मिलियन रिचार्ज कर दिए। तुम्हारा फोन नंबर ढूंढना मेरे लिए हाथ पीटने जैसा आसान है। गेम खत्म होने के बाद भी तुम्हें वही सर्वर यूज करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा बात क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हारे पास आऊँ या तुम मेरे पास आओगे? वूचैन मुस्कुराया। जैसे सोचा था बिल्कुल वही हुआ। उसने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड सच में बहुत परेशान है। अगर तुम्हारी तरफ से कोई सोल्यूशन है तो मिलना बेस्ट रहेगा। फिर वूचैन ने अपने लोगों को कहा, ठीक है ब्रदर, सब लोग डिस्पर्स हो जाओ। कैंग युआन ने तुरंत मैसेज भेजा, मैं चिनियन टावर में वेट कर रहा हूँ। कुछ देर बाद चिनियन टावर, वूचैन और कैंग युआन आमने सामने बैठे थे। सबसे पहले वूचैन ने बात शुरू की, तो कैंग युआन यानी बॉस ली तुम हो? उसके सामने बैठा हुआ आदमी और कोई नहीं था बल्कि युआन ग्रुप के ली फैमिली का सेकेंड यंग मास्टर था। वूचैन हल्का से मुस्कुराया। टायरन किंग, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने दो, मेरा नाम वूचैन है। ली फैमिली के सेकेंड यंग मास्टर ने आके सिकुड़ कर पूछा, तुम मुझे जानते हो? वूचैन ने आराम से जवाब दिया, युआन ग्रुप के ली फैमिली का सेकेंड यंग मास्टर, तुम्हारा नाम पहले भी सुन चुका हूँ। ली चैंग ने चाय डालते हुए पूछा, तो फिर तुम्हारा नाम मुझे कैसे पता होना चाहिए? तुम किस फैमिली से हो? वूचैन ने चाय का कप उठाया। इतने सीरियस क्यों हो? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें मार देगा? अंगफा फैमिली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के टॉप 10 ग्रुप्स में से एक थी और उनके एसेट्स हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस तक पहुंच चुकी थी। चेयरमैन ली हु 70 साल के थे और पर्दे के पीछे सब कंट्रोल करते थे, लेकिन असल पावर उनके बड़े बेटे ली लू के हाथ में थी। जो भी फैमिली ले चैंग के करीब आती उसे ले लू अपनी कमजोरी समझता था। ले लू ने कई बार ले चैंग को खत्म करने की कोशिश की थी और आज भी हालत वैसी ही थी। ले चैंग ने कप उठाया, तुम आखिर हो कौन? किस फैमिली से बिलोंग करते हो? वू चैंग ने आवाज धीमी कर दी, बॉस ले रिलैक्स, मैं किसी फैमिली से नहीं हूँ, मेरा कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, हमारी मुलाकात बस एक कोइंसिडेंस है। ले चैंग ने मनी मन सोचा, अगर अभी जवाब नहीं मिला तो बाद में फादर इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, और अगर ये लेलू का आदमी होता तो इतना इनएक्सपीरियंस नहीं लगता। फिर उसने बात बदल दी, चलो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, तुमने कितना पैसा उड़ा दिया? तुमने इतना पैसा उड़ा दिया एक स्पोक्स पर्सन भी नहीं ढूंढ पाए? वू चैंग ने कंधे उचका दिया, मुझे लगा नहीं था कि हमारी स्पोक्स पर्सन को टारगेट किया जाएगा। ले चैंग ने पूछा, तो इसी वजह से तुम गेम छोड़कर भाग गए? फिकर मत करो, मैं अपना वादा निभाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए स्पोक्स पर्सन अरेंज करवा देता हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कंपनी का नाम क्या है और वो किस इंडस्ट्री में है? वू चैंग ने जवाब दिया, कॉस्मेटिक कंपनी, नाम है स्वास्थ्य और फैशन इंडस्ट्री में भी काम करती है। ले चैंग थोड़ा हैरान हुआ, ओ तो तुम्हारी औरत ली रूबिंग है? फिर वो जोर से हंस पड़ा, अगर तुम ली फैमिली का हो तो सीधा बोल देते, इतना छुपाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा तुम कोई और ही हो। वू चैंग ने सिर हिला दिया, मैं खुद को ली फैमिली का मेंबर नहीं मानता, मैंने सुना है ली रूबिंग का अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी ज्यादा अच्छा नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन बज उठा। कॉल ली रूबिंग की थी। वू चैंग ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से ली रूबिंग की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे 10 मिलियन लेकर गेम में उड़ा दिए? वू चैंग ने शांत रहकर कहा, अभी एक्सप्लेन करने का सही वक्त नहीं है, बैट अभी भी चल रही है, जो हारेगा उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। ली रूबिंग ने सिर्फ 3 शब्द कहे, बस इंतजार करो, और फोन काट दिया। ले चैंग ये सब सुनकर हैरान रह गया, तुम ली रूबिंग से इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? उसके लिए सोचना भी मुश्किल था, ली रूबिंग जैसी औरत को घुटनों पर लाने की बात। इस लड़के का बैकग्राउंड आखिर क्या है? वू चैंग बस मुस्कुराया, प्यार में ऐसा होता रहता है, उसका गुस्सा होना नॉर्मल है, हमारे बीच थोड़ी बड़ी बाइट लग गई है। ले चैंग ने चाय का कप उसकी तरफ सरकाया, आओ चाय पियो। वैसे तुम दोनों ने ऐसी कौन सी बाइट लगाई है, मुझे भी थोड़ा बताओ। वू चैंग ने गंभीर अंदाज में बोलना शुरू किया, उसकी कंपनी के खिलाफ किसी ने साजिश रचाई है, मैं उसकी मदद करना चाहता था लेकिन उसने मना कर दिया। सच कहो तो मुझे पता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती है। बॉसली, क्या आप डिंगलोंग को जानते हैं? ले चैंग ने सिर हिला दिया, उसे कौन नहीं जानता, मुझे लगता है कि ये सब भी डिंगलोंग की वजह से ही हुआ है। वू चैंग ने आगे कहा, ली रूबिंग को डर है कि अगर डिंगलोंग ने मुझे पहचान लिया तो वो मेरे खिलाफ एक्शन लेगा। अचानक वू चैंग खड़ा हो गया और जोर से बोला, लेकिन बॉस ली, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, मैं कैसे डरपोक बन सकता हूँ? चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करनी ही होगी। ले चैंग ने जोर से टेबल पर हाथ मारा, बिल्कुल सही कहा भाई, तुम बिल्कुल ठीक हो, आओ शराब की जगह चाय से ही चीयर्स करते हैं, एक मर्द कभी हार नहीं मानता, हम डिंगलोंग से आखिरी दम तक लड़ेंगे। दोनों ने चाय के कप टकराए। वू चैंग ने बात जारी रखी, हमारे बीच एक बेट लगी है, अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ और एडवर्टाइजमेंट स्मूथली चल पड़ती है तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर मैं हार गया तो आज के बाद मुझे उसकी हर बात माननी पड़ेगी।
वो अगर मुझे रेंगने को कहेगी तो मुझे रेंगना पड़ेगा, तो फिर क्या मैं उसका शुगर बेबी नहीं बन जाऊंगा? ले चंग जोर से हंसने लगा। ही 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 ही। तो बात ये है, इसकी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस एक स्पोक्स पर्सन ही तो ढूंढनी है, ये काम मुझे दे दो। ले चंग ने तुरंत फोन उठाया और कॉल लगाई। हेलो बेटी। दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई, बोलिए फादर। ले चंग ने सीधा कहा, तू टेम्पररी ब्रेक ले लो, डोंगा वापस आ जाओ, डायरेक्टर की साइड में संभाल लूंगा। हाँ बिल्कुल अर्जेंट है, मुझे तुमसे एक कॉस्मेटिक ब्रांड से एंडोर्स करवाना है, पैसों की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट कर दूंगा, गुड बाय, ठीक है। कॉल खत्म हो गई। वूचन तुरंत खुश होकर बोला, ऑसम। ली चैंग हंसकर बोला, अब सब सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो चैंग ने मन ही मन सोचा, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, सच कहो तो प्रोसेस मेरी उम्मीद से भी ज्यादा स्मूथ रहा। टाउ मैनिंग के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच का कॉम्पेंसेशन छोटी रकम नहीं होगी, इसके बदले में मैं ले चैंग को ले लू के बारे में कुछ इंटेलिजेंस दे देता हूँ, वो अब मेरा दोस्त भी और डिंग लॉन्ग से टक्कर लेने से भी नहीं डरता, मैं उसका नुकसान नहीं होने दे सकता। ये सोचकर वू चैंग ने ले चैंग को एक मैसेज भेज दिया। ले चैंग ने फोन देखा और फिर वू चैंग की तरफ देखा। लगता है हमारा अच्छा कनेक्शन बन गया है, मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूँ तो तुम मुझे ब्रदर ले कह सकते हो। वू चैंग ने बिना झिझक जवाब दिया, जी ब्रदर ले, वैसे अभी कुछ बातें हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए। ले चैंग को अचानक बुरा सा एहसास हुआ, उसने बाहें सिकोड़ कर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी उसके फोन पर नई नोटिफिकेशन आई। वू चैंग ने शांत आवाज में कहा, मैसेज चेक कर लो। ले चैंग के हाथ हल्के से कांप गए। वू चैंग ने आगे कहा, ओनर का नंबर मिलते ही उस आदमी को पकड़ लेना, वही तुम्हें उस पुराने एक्सीडेंट की पूरी सच्चाई बताएगा। वू चैंग ने फिर समझाया, ब्रदरली तुम्हें जल्दी एक्शन लेना चाहिए, कौन जाने शायद वो फॉरेन चला जाए, आखिर वो इसी आर्मी से बिलोंग करता है। ली चैंग ने मन ही मन सोचा, मैंने पहले अपने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, लगता है मुझे और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मैं उसे और ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रहने दे सकता। उस पुराने एक्सीडेंट की कहानी कुछ ऐसी थी। 10 साल पहले एक शाम एक ट्रक ने स्लोप पर ले चैंग की कार को टक्कर मार दी। चाहे ले चैंग कितनी भी तेजी से रिएक्ट करता, कोई फायदा नहीं होता, उसकी कार तेजी से स्लोप से नीचे जा गिरी। फ्यूल लीक की वजह से कार में ब्लास्ट हो गया। ले चैंग किस्मत से बच गया, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को मरते हुए देखा। ले चैंग को तुरंत आईसीयू भेजा गया और वो 3 महीने तक वही रहा। उस दौरान ले चैंग को कुछ क्लूज मिले। जो ड्राइवर एक्सीडेंट का जिम्मेदार था वो हांगफा के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लुई का आदमी था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद वो अचानक गायब हो गया। ले चैंग ने अपना सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस खो दिया और मजबूरन बुजुर्ग आदमी और लुई के बीच समझौता की बात सुननी पड़ी। पिछले कुछ सालों में ले चैंग दुनिया से बेपरवाह एक अमीर बिगड़ा हुआ सेकेंड जनरेशन वारिस बनकर रह गया था, बस अपने पिता के एक्शंस लेने का इंतजार कर रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड ने रिपोर्ट दी, बॉस आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई और एड्रेस भी मिल गया है। ले चैंग एक्साइटेड हो गया, अच्छा बहुत अच्छा। फिर उसने वू चैंग की तरफ मुड़कर कहा, पुराने दोस्त मैं चलता हूँ, इस बार मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, फ्यूचर में अगर कुछ भी हो सीधा मुझे बता देना। वू चैंग ने मन ही मन सोचा, मेरी नई जिंदगी को सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और मैंने पहले ही 2 बड़े लोगों से दोस्ती कर चुका हूँ, कल लू गुयान और आज ले चैंग। चलो कोई बात नहीं, पहले 20 मिलियन ले लेता हूँ, माफी बाद में देख लेंगे। वू चैंग ने ली रूबिंग को कॉल करने के लिए बटन दबाया। फोन की नोटिफिकेशन आई, हेलो रिसिपिएंट हैज रिजेक्टेड द कॉल। वू चैंग हैरान हो गया, कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। कुछ देर बाद एक मैसेज आया, मीटिंग में हूँ। वू चैंग ने खुद से कहा, लगता है अभी भी मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने 20 मिलियन गेम्स खेलने में उड़ा दिए, ये औरत भी ना, चलो घर चल के मनाता हूँ। सिग्नल पर रुकते वक्त वू चैंग ने साइड में देखा और एक लग्जरी व्हीकल नजर आई, लेकिन वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। वो असल में सू शिनयिन थी, डोंगाई की नंबर 1 बेटी, डोंगाई की सबसे खूबसूरत औरत। वू चैंग पुरानी यादों में खो गया। वो उन लोगों में से एक थी जिन्होंने उस पर सबसे गहरा इंप्रेशन छोड़ा था, सीधी सादी, ध्यान रखने वाली और नरम दिल, उसके पास सब कुछ था। वू चैंग ने कार का डोर खोला और हाथ हिलाकर बोला, अगर किस्मत हमें मिला रही है तो मुझे एक मूव तो करना ही चाहिए, हेलो। लेकिन सू शिनयिन ने सीधा कार की खिड़की बंद कर दी। ये देखकर वू चैंग फिर भी आगे बढ़ा और उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, वो तुम ही हो ना, पहली बार मिल रहा हो और तुम अफवाहों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। वू चैंग को लगा सू शिनयिन ये देखकर जरूर शॉक हो जाएगी कि उसके पास उसका नंबर है और जल्दी ही उनकी एक और मुलाकात होगी। अचानक एक मैसेज आया। वू चैंग एक्साइटेड हो गया। उसने सोचा सू शिनयिन का रिप्लाई होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैसेज ली राउटाई का था, जीजा जी यहाँ आ जाइए, मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। वू चैंग तुरंत मैसेज में दिए गए एड्रेस पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही ली राउटाई ने जल्दी से कहा, ब्रदर इन लॉ, इस घर में ग्राउंड के ऊपर 3 फ्लोर है और एक बेसमेंट लेवल भी है, टोटल एरिया 600 स्क्वायर मीटर्स में और आपके लिए गार्डन भी है। वू चैंग हैरान रह गया, मेरे लिए? ली राउटाई ने मुस्कुराते हुए कहा, कल आपकी वजह से मैं एक बड़ी मुसीबत से बच गया और अगर मेरी बहन प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो आपके साथ पुराने अपार्टमेंट में नहीं रह सकती। ये चाचा की तरफ से बस एक छोटा सा गिफ्ट है, ओनरशिप का क्या करना है वो आप दोनों खुद डिसाइड कर लेना। वू चैंग सिर्फ इतना ही कह सका। ओह। अगली सुबह एक खूबसूरत लड़की और एक बॉडीगार्ड लेन रूबी की कंपनी के रिसेप्शन डेस्क पर खड़े थे। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, मैम आप किससे मिलना चाहती हैं? लड़की ने जवाब दिया, आपकी प्रेसिडेंट से, मेरी प्रेसिडेंट ली रूबिंग के साथ अपॉइंटमेंट है। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत पूछा, मैम आपका नाम बता सकती हैं?
लड़की ने अपने सनग्लासेस और मास्क उतार दिया। मेरा नाम टाओ मैनिंग है। रिसेप्शनिस्ट ने लिस्ट चेक की और फिर बोली, लिस्ट में आपका नाम नहीं है, प्रेसिडेंट अभी मीटिंग में है, कृपया थोड़ा वेट कीजिए, हम रिपोर्ट कर देते हैं। इसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में ली रूबिंग ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा। अनाउंसमेंट में सिर्फ 13 दिन बचे हैं और तुम लोग अभी भी किसी को नहीं ढूंढ पाए। पूरा रूम चुप था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। ली रूबिंग बहुत गुस्से में थे, उसने फोन भी नहीं उठाया। वो और तेज आवाज में बोली, सैलरी लेते हो और बस बैठे रहते हो, है ना? फोन लगातार बजता रहा। आखिर ली रूबिंग ने परेशान होकर फोन उठाया, लेकिन खबर सुनते ही उसका लहजा तुरंत बदल गया। कौन? टाओ मैनिंग, जल्दी उसे मेरी ऑफिस में भेजो। ली रूबिंग को यकीन ही नहीं हुआ, कंपनी ने तो उसे इनवाइट भी नहीं किया था। क्या ये वूचन की वजह से हो सकता है? ली रूबिंग जल्दी से टाओ मैनिंग से मिलने पहुंचे। ली रूबिंग ने माफी मांगते हुए कहा, हेलो मिस्टर, थोड़ी सी डिले हो गई, इन दिनों में काफी बिजी थी और रिसेप्शन को इन्फॉर्म करना भूल गई। टाओ मैनिंग ने भी बड़े विनम्र तरीके से जवाब दिया, प्रेसिडेंटली आप बहुत ज्यादा फॉर्मल हो रही है, प्रेसिडेंटली भी बहुत खूबसूरत है, आप और मिस्टर वू वाकई एक परफेक्ट मैच लगते हैं। ली रूबिंग ने कहा, मिस्टर प्लीज बैठिए, तो आप क्या मेरे वूचन को जानती हैं? ली रूबिंग ने मनी मन सोचा, तो सच में ये सब उसी की वजह से हुआ है। टाओ मैनिंग ने समझाया, हम पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मेरे फॉस्टर फादर ले चैंग और मिस्टर वू भाई है, मेरे फादर की वजह से ही मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया। ली रूबिंग के माथे पर पसीना आ गया। टाओ मैनिंग का फॉस्टर फादर ले चैंग है, ले फैमिली के लियांग यू का सबसे छोटा बेटा, और वो वूचन का भाई है। ये सोचकर वो और भी हैरान होगी। टाओ मैनिंग ने फिर कहा, एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात है, तो क्या हम इसे जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं? मेरे एडिटर्स मुझे लगातार हरी कर रहे हैं। ली रूबिंग ने तुरंत जवाब दिया, सॉरी, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट ले आओ, हम अभी साइन करते हैं। सेक्रेटरी ने तुरंत जवाब दिया, जी। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद टाओ मैनिंग ने ली रूबिंग से हाथ मिलाया। प्रेसिडेंटली सब ठीक है, मैं इस कॉर्पोरेशन की स्मूथ सक्सेस की कामना करती हूँ। ली रूबिंग ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, स्मूथ कॉर्पोरेशन। टाओ मैनिंग के जाने के कुछ देर बाद वूचन आ गया। वूचन ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब शायद हारने वाले को थोड़ी सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। ली रूबिंग पलट कर बोले, तुम ले चैंग को कब से जानते हो? वूचन ने रहस्यमय आवाज में कहा, इतने सवाल क्यों? इंटेलिजेंस पर्सनल अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करते। ली रूबिंग ने हाथ हिला दिया, ठीक है, रहने दो, टॉपिक चेंज करते हैं, मैं माफी मांगती हूँ। ये कहकर ली रूबिंग ने जल्दी से अपना कोट उतारा, जूते निकाले और घुटने पर बैठ गई। मैं ली रूबिंग अपने वादे से कभी मुकरती नहीं। वूचन थोड़ा हैरान रह गया, तुम सच में घुटनों पर बैठ गई? उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर ली रूबिंग को उठाया, ठीक है, उठ जाओ। तभी ली राउटाई का फोन आया, सिस कोई ब्रदर इन लॉ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ऑपरेशन बहुत बड़ा है, मैंने अभी अभी इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट की है। ली रूबिंग ने पूछा, बोलो कौन है? ली राउटाई ने तुरंत जवाब दिया, सू फैमिली की जिनफू कॉर्पोरेशन। ली रूबिंग ने वूचन की तरफ मुड़कर पूछा, सू फैमिली तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है? वूचन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुमसे मतलब नहीं, इसकी चिंता मत करो। ली रूबिंग नाक सिकुड़कर बोली, कितने मिस्टीरियस हो, लगता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी और ज्यादा परवाह करूं, शायद तुम मुझसे प्यार भी करने लगे हो। वूचन ने तुरंत जवाब दिया, तुम ना तो सबसे खूबसूरत औरत हो जिसे मैं जानता हूँ और ना ही सबसे अमीर, और ऊपर से तुम्हारा चेहरा हमेशा खट्टा रहता है, फिर भी तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगा। ली रूबिंग गुस्से में बोल पड़ी, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी औरतें रही हैं और सबकी सब कमाल की खूबसूरत थी? वूचन हंस पड़ा, मैं मानता हूँ पहले काफी थी, अब वो सब ब्रेथ टेकिंग ब्यूटीज थी या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत कुछ तो जरूर थी। ली रूबिंग ने चैलेंज दिया, कौन? नाम बताओ, मैं जाकर इन्वेस्टिगेट करती हूँ। वूचन ने बेपरवाही से कहा, एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ में घुसना चाहती हो? कोई चांस नहीं। ली रूबिंग ने फिर चिढ़ाया, बता नहीं सकते ना, मुझे लगा तुम बहुत कैपेबल हो, मुझसे ज्यादा खूबसूरत, तुम बस झूठ बोल रहे हो। तभी वूचन का फोन बज गया, उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या ये वूचन है? मैं सू शिनयिन बोल रही हूँ, मुझे लगता है हमारे पास बात करने के लिए काफी कुछ है, कोई टाइम डिसाइड कीजिए। वूचन ने पूछा, हम इतनी जल्दी मिल रहे हैं? सू शिनयिन ने सीधा कहा, बिल्कुल, कुछ बातें क्लियर करनी जरूरी है, कल सुबह 9 बजे यांगशा प्राइवेट क्लब पहुंचने पर मुझे कॉल कर दीजिए। वूचन ने सीधा जवाब दिया, ठीक है। ली रूबिंग शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, सू शिनयिन, क्या वो भी तुम्हारी औरतों में से एक है? वूचन ने उसकी तरफ देखा, अभी नहीं फिलहाल, लेकिन कुछ दिनों में हो सकता है। ली रूबिंग ने मनी मन सोचा, मैं उसे पर्सनली नहीं जानती, लेकिन सू शिनयिन का नाम तो मैंने बहुत सुना है। उसके पिता बिजनेस पर फोकस थे और देर से शादी की थी, बड़े मुश्किल से उन्हें एक बेटी हुई थी। सू शिनयिन को एक नोबल लेडी की तरह पाला गया था, उसकी फैमिली एजुकेशन बहुत स्ट्रिक्ट थी। जब वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड गई तब भी उसके पास 24 घंटे बॉडीगार्ड्स रहते थे ताकि कोई अर्ली रोमांस ना हो। बाद में जब उसके पिता बीमार पड़ गए और उनकी मौत करीब थी तो उन्होंने जल्दी से उसकी शादी अरेंज करने की कोशिश की। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट था, ना ज्यादा बूढ़ा ना ज्यादा जवान, फैमिली एसेट कम से कम 1 बिलियन होने चाहिए, और सबसे जरूरी बात, उसे सू फैमिली के साथ मर्ज होने के लिए तैयार होना चाहिए। सू फैमिली के कंडीशंस बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल थी। अगर सू शिनयिन वैसी ओबीडिएंट और कंप्लाइंट बेटी थी जैसे लोग कहते थे तो वूचन के पास लगभग कोई चांस नहीं था।
इसलिए ली रूबिंग ने ताना मारते हुए कहा, चाहे कितने भी दिन लग जाए वो कभी भी एग्री नहीं करेगी। वूचान मुस्कुराया, मेरी बात पर यकीन नहीं, फिर से बेट लगाना चाहती हो? ली रूबिंग ने बिना सोचे जवाब दिया, बेट। वूचान ने पूछा, सच्ची वाली बेट? पिछली बार हारने के बाद भी डर नहीं लगता? ली रूबिंग ने घमंड से कहा, मुझे बेट लगानी है। वूचांग ने कहा, ठीक है, मुझे 3 दिन दो, मैं उसे अपनी औरत बना दूंगा जो पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे साथ रहेगी। ली रूबिंग ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें 30 दिन देती हूँ। वूचांग ने सिर हिला दिया, जरूरत नहीं, 3 दिन काफी है। ली रूबिंग ने फिर शर्त रखी, अगर तुम हार गए तो तुम्हें घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। वूचांग ने हाथ बढ़ाकर ली रूबिंग की कमर के गिर्द बाहर डाल दी। और अगर तुम हार गई तो? ली रूबिंग पलट कर बोली, तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? वूचांग ने रहस्यमय आवाज में कहा, मुझे सोचने दो। पर ली रूबिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे भी मैं बेट लगा रही हूँ, अगर इस बार हार गई तो मैं पूरी तरह से मान जाऊंगी। वूचांग बोला, तो फिर पक्का रहा। एक नया दिन, डोंगाई के उत्तर में एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, सर क्या आप पहली बार यहाँ आए हैं? क्या मैं आपको गोल्फ रूम तक गाइड करूँ? वूचांग ने मना कर दिया, मेरी अपॉइंटमेंट है सू शिनियन से। जैसे उसने ये कहा, काले कपड़ों में एक बॉडीगार्ड सामने आया। वूचांग ने जवाब दिया, मैं ही हूँ। बॉडीगार्ड ने रास्ता दिखाया, कृपया मेरे साथ आइए सर, मिस सू आपका इंतजार कर रही है। कुछ देर चलने के बाद वूचांग सू शिनियन के पास पहुंच गया। जब वो पहुंचा, सू शिनियन ने अभी अभी एक शॉट मारा था। वूचांग बोला, अच्छा शॉट था। सू शिनियन ने तारीफ को इग्नोर कर दिया और सीधा पूछा, तुम्हें उस बात का पता कैसे चला? वूचांग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, मुझे कैसे पता चला ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सू शिनियन ठंडे लहजे में बोली, अपनी कीमत बताओ। वूचांग हैरान हो गया, कीमत? तुम्हें लगता है मैं तुमसे पैसे निकालवाने आया हूँ? सू शिनियन ने बेपरवाही से कहा, पैसे न मांगना मुझे और भी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। वूचांग बोला, अगर तुम इतनी परेशान हो तो और बॉडीगार्ड्स क्यों नहीं लाती, या फिर मुझे यही खत्म क्यों नहीं कर देती? सू शिनियन ने गहरी सांस ली और बोली, पहली बात, मैं ली रूबिंग नहीं हूँ, मैं किसी का मुंह बंद करने के लिए मर्डर नहीं करूंगी। दूसरी बात, तुम ली रूबिंग के बॉयफ्रेंड हो, कोई तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। वूचांग ने पूछा, तो तुम मुझसे प्रूफ चाहती हो? सू शिनियन उलझन में पड़ गई, प्रूफ? अचानक वूचांग ने उसके करीब आकर उसे गोल्फ सिखाने का नाटक करना शुरू कर दिया। सू शिनियन गुस्से में बोली, तुम क्या कर रहे हो? वूचांग ने सीधा जवाब दिया, बस तुम्हें गोल्फ खेलना सिखा रहा हूँ, ज्यादा मत सोचो। और वैसे भी मैंने तुम्हें एक रीजनेबल प्रूफ दे दिया है, तो फिर तुम अभी भी सेटिस्फाई क्यों नहीं हो? सू शिनियन ने मनी मन सोचा, ये ली रूबिंग का बॉयफ्रेंड है। अगर ली रूबिंग को पता चल गया कि ये किसी और लड़की के इतने करीब है तो वो कभी नहीं मानेगी कि ये सिर्फ गोल्फ सिखा रहा है। ये आदमी तो खुद मुसीबत बुला रहा है। शायद डरना मुझे नहीं, इसे चाहिए। अगर मैं रेजिस्ट ना करूँ तो सिर्फ इतनी बात ही इसके लिए काफी होनी चाहिए। वूचांग फिर गोल्फ पर फोकस करने लगा। बाहर खड़े बॉडीगार्ड समझ ही नहीं पा रहे थे कि यंग मिस आखिर कर क्या रही हैं। सू शिनियन ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ली रूबिंग को कॉल करके कंप्लेन कर दूंगी? वूचांग मुस्कुराया, लगता है, लेकिन तुम भी डर रही हो कि मैं तुम्हारा सीक्रेट दूसरों को बता दूंगा, तो हम बराबर हुए ना? सू शिनियन बोली, बहुत अच्छा, जानबूझकर एक और मुसीबत मेरे सिर पर डाल दी। वूचांग ने सू शिनियन के पिछवाड़े पे थप्पड़ मारा और डांटा, ध्यान दो, अपना स्विंग इंप्रूव करो, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें पहले गोल्फ किसने सिखाया? सू शिनियन का चेहरा हल्का सा लाल हो गया, तुम ना? बॉडीगार्ड और इंतजार नहीं कर पाए, उन्होंने तुरंत मैडम को इन्फॉर्म कर दिया। एक बॉडीगार्ड ने जल्दी फोन मिलाया, मैडम, मिस ना वो। इस दौरान वूचांग शांत आवाज में बोलता रहा, मैं तुम्हें फिर से सिखाता हूँ, पैर थोड़े पास रखो, कंधे सीधे रखो, और हाँ बिल्कुल ऐसे। वूचांग सू शिनियन के पिछवाड़े पर थप्पड़ मारता रहा, क्या तुम्हारा पेल्विस टेढ़ा है? अगर नहीं तो इसे और अंदर करो। कुछ देर बाद सू शिनियन ने शॉट मारा और पलट कर पूछा, क्या अब सही है? वूचांग ने सिर हिलाया, ठीक है, अब मुझे तुम्हें और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं। सू शिनियन ने हैरानी से पूछा, क्यों? वूचांग हंस दिया, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे पकड़ने के लिए लोग भेज चुकी है। इसी वक्त मैडम सू बॉडीगार्ड्स की रिपोर्ट सुन रही थी। मैडम, वो आदमी मिस के बहुत करीब था, मिस उसे बात कर रही थी और हंस भी रही थी। लगता था जैसे वो गोल्फ सिखा रहा हो, लेकिन दोनों काफी क्लोज भी लग रहे थे और मिस आज स्पेसिफिकली उसका इंतजार कर रहे आई थी। मैडम सू गुस्से से चिल्ला उठी, वही रुको, मैं अभी आ रही हूँ, उसे भागने मत देना। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत जवाब दिया, जी मैडम। सू शिनियन ने चिंतित होकर पूछा, अगर मेरी माँ आ गई तो क्या होगा? वूचांग ने सीधा जवाब दिया, भाग चलते और बाद में बात करेंगे, तुम मेरे साथ भागना चाहती हो? सू शिनियन हिचकिचाए, तुम्हारे साथ भागना? वूचांग ने फिर पूछा, क्या तुम पूरी जिंदगी इस अदृश्य पिंजरे में रहना चाहती हो? सू शिनियन चुप हो गई, मैं वो। वूचांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचती हुआ बोला, अभी क्या सोच रही हो, चलो भागते हैं। बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उन्हें देख लिया, धत, उनके पीछे जाओ। वूचांग तेजी से कार में बैठा और गाड़ी हवा की तरफ दौड़ा दी। पीछे बॉडीगार्ड चिल्लाते रह गए, रुको, मैडम को इन्फॉर्म करो। एक बॉडीगार्ड ने तुरंत मैडम सू को कॉल किया, मैडम, मिस उस आदमी के साथ भाग गई। मैडम सू चीख उठी, क्या कहा तुमने? दूसरी तरफ रोड पर वूचांग की कार हवा की रफ्तार से दौड़ रही थी। वूचांग ने पूछा, सू शिनियन, डर लग रहा है? सू शिनियन सिर्फ मुस्कुराई, नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी उसका फोन बज उठा। सू शिनियन ने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ उसकी माँ थी।
वूचैन ने उसकी तरफ देखा। एक दिन के लिए खुद बनकर जीने की कोशिश करो। सुशिनियन ने गहरी सांस ली। मॉम। सु मैडम ने पूछा, तुम कहाँ हो और किसके साथ हो? सुशिनियन ने डरे हुए अंदाज में जवाब दिया, मेरे दोस्त के साथ। सु मैडम गुस्से से गरज उठी, दोस्त? तुमने कब से दोस्त बनाना शुरू कर दिया? क्या तुम अपनी हैसियत नहीं जानती? क्या वो तुम्हारे लायक हैं? मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा और अब तुम एक आदमी का हाथ पकड़कर घर से भाग रही हो। वूचैन ने कार की खिड़की नीचे कर दी, जिससे सुशिनियन पर पड़ने वाला प्रेशर थोड़ा कम हो गया। सुशिनियन ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। थैंक यू वूचैन, आज मैं खुद बनना चाहती हूँ। फिर उसने हिम्मत जुटाकर फोन में कहा, मॉम मैं भी एक इंसान हूँ, मैं आपकी कंट्रोल की हुई पपेट नहीं हूँ। सु मैडम एक पल के लिए सन रह गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या कहा तुमने? कॉल आगे और बढ़ पाता उससे पहले सुशिनियन ने फोन बाहर फेंक दिया। वूचैन ने पहले बात शुरू की, मुझे लगता है तुम्हारी माँ पूरे सु फैमिली को हमें ढूंढने के लिए लगा देगी। सुशिनियन ने सिर हिला दिया। नहीं, वो अपनी रेपुटेशन खो देने से डरती है, वो इतना बड़ा हंगामा नहीं करेगी। वूचैन फिर मजाक करते हुए बोला, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें भेज दूंगा? तुम वाकई मेरे साथ आ गई? सुशिनियन की आंखें हल्की सी लाल हो गई। तो क्या हुआ अगर कर भी दो? आज तक किसी ने मेरे पास आने की हिम्मत नहीं की। बचपन से ही मैं उस स्पॉटलाइट के नीचे जीते आई हूँ। सब लोग कहते रहे कि मैं सबसे अलग हूँ। ग्रेजुएशन के बाद भी सब कुछ वैसा ही रहा। मेरी माँ चाहती थी कि मैं उनके हिसाब से जियो, हमेशा परफेक्ट बनो, हमेशा एक्सीलेंट बनो। वो मुझे एक बोल से ज्यादा राइस तक खाने नहीं देती, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। उनकी नजरों में मुझे हमेशा खूबसूरत दिखना चाहिए। अब मैं थक चुकी हूँ। तुम्हारे साथ भागना शायद मेरी जिंदगी का एक लौता मौका है और तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत आराम महसूस होता है। वूचैन मुस्कुराया। मुझे लगता है तुमने सही चॉइस की है। खुद बनकर जीना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। सुशिनियन ने धीरे से पूछा, तुम ली रूबिंग के बॉयफ्रेंड हो ना? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उसे इस बारे में पता चल जाएगा? वूचैन अचानक हैरान रह गया जब उसने देखा कि वो अपनी सीट बेल्ट खोल रही है। सुशिनियन ने आगे बढ़कर जबरदस्ती वूचैन को एक किस कर दिया। वूचैन हैरान हो गया और तुरंत ब्रेक लगा दिया। तुम क्या कर रही हो? मैं अभी भी गाड़ी चला रहा हूँ। सुशिनियन शर्माते हुए बोले, मैं बस करना चाहती थी। वूचैन ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, सुशिनियन थोड़ी ठीक से बैठो, ये ऑर्डर है। सुशिनियन तुरंत सीधी होकर अपनी सीट पर बैठ गई। सुशिनियन ने बिना विरोध किए दोबारा सीट बेल्ट लगा दी। वूचैन ने मनी मन सोचा, सुशिनियन तुम्हारी पर्सनैलिटी वैसे ही है जैसे मुझे याद थी। उस लंबे रीइंकार्नेशन पीरियड में भी मैंने इसी क्यूरियोसिटी की वजह से उसके करीब जाना चाहता था। मैं समझना चाहता था कि इतनी परफेक्ट इंसान असल में कैसी होती है। उसे याद आया कि एक बार सुशिनियन लैपटॉप पर एक फोरम देख रही थी। उस पोस्ट में लिखा था, मेरी माँ मुझे खेलने क्यों नहीं देती? मुझे हमेशा फैमिली की जिम्मेदारियां क्यों उठानी पड़ती है? मैं सिर्फ वही क्यों कर सकती हूँ जो मेरी माँ चाहती है? मैं बहुत थक गई हूँ। हर दिन सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। मैं एक इंसानी लर्निंग मशीन हूँ, मैं एक पपेट हूँ। एक नॉर्मल लड़की की तरह प्यार करना कैसे होता है? खुश रहना कैसे होता है? उस पोस्ट के नीचे कई कमेंट्स है, कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी चाहिए। कभी कभी पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। पोस्ट पढ़ने के बाद वूचैन को एहसास हुआ कि इतने सालों तक जो परफेक्ट इमेज सब देखते आए थे, उसके पीछे कितने जंजीरें छुपी हुई थी। वो चमकती हुई लगती थी, लेकिन असल में सांस लेना भी मुश्किल था। पोस्ट में एक कमेंट भी था, मिस आपको किस बात की चिंता है? उसने जवाब दिया, मेरे अंदर की फितरत को जानने के लिए दूसरों से हुक्म पाने की चाहत। उस कमेंट ने न सिर्फ उसकी बंदी बंदाई और सीमित जिंदगी के बारे में बताया, बल्कि एक और भी बात जाहिर की। वो एक मिक्स्ड ब्लड थी। मुझे बस यही नहीं लगा था कि मैं अभी उसके इस पहलू का फायदा उठाऊंगा। वूचैन ने सोचना बंद किया और कहा, सीट बेल्ट बांध लो। सुशिनियन ने पूछा, हम किधर जा रहे हैं? वूचैन ने उल्टा सवाल पूछा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? सुशिनियन ने सीधा जवाब दिया, जहाँ तुम ले जाओ मैं वही जाऊंगी। वूचैन मुस्कुराए, तो चलो घर चलते हैं। सुशिनियन ने बिना सोचे जवाब दिया, ठीक है घर चलते हैं। 4 घंटे बाद फोन लगातार बज रहा था। वूचैन ने आंखें खोली और कॉल रिसीव की। उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया क्या? दूसरी तरफ ली राउटा घबराई हुई आवाज में था, ब्रदर इन लॉ आपको पता है युआन ने मुझे फोन किया था। मैडम सु उसकी गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने बात मेरी तरफ घुमा दी। फिर उन्होंने मुझे भी कॉल किया। आपकी तरफ सब ठीक है ना? वूचैन ने शांत आवाज में जवाब दिया, कोई बात नहीं, तुम फिलहाल चुपचाप वही रहो, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तभी ली रूबिंग का फोन आया, मिस सु ने मुझे कॉल किया था। तुमने फिर क्या कर दिया? क्या तुमने सु फैमिली को नाराज कर दिया? वूचैन ने पूछा, सच में जानना चाहती हो? ली रूबिंग झुंझला कर बोली, बोलना है तो बोलो। वूचैन ने कहा, 1 मिनट। फिर उसने सुशिनियन को पकड़ा दिया, कुछ बोल दो। सुशिनियन घबरा गई, मैं क्या बोलूं? वूचैन ने बेपरवाही से जवाब दिया, जो मन करे बोलो, उसे ये जानने की चिंता मत करो कि तुम कौन हो। सुशिनियन ने फोन उठाया, धीरे से कहा, हनी कौन है फोन पर? सब ठीक तो है ना? वूचैन ने फिर सुशिनियन से पूछा, तुम जानना चाहती हो ना फोन के दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ से ली रूबिंग की आवाज है, हस्बैंड। सुशिनियन ने जवाब दिया, हेलो माफ कीजिए आप कौन है? सुशिनियन ने जवाब दिया, हेलो माफ कीजिए आप कौन है? दूसरी तरफ से ठंडी आवाज में जवाब आया, ली रूबिंग। सुशिनियन बोली, ओह तो आप मिस ली हैं। ली रूबिंग ने सीधा पूछा, तुम कौन हो और वूचैन के साथ क्या कर रही हो? सुशिनियन हिचकिचाते हुए बोले, हम बस दोस्त हैं, हम अभी भी थोड़े बिजी हैं।
ली रूबिंग ने मनी मन सोचा, अभी तो दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ बुला रहे थे और अब दोस्त बन गए। ली रूबिंग ने बात घुमाई नहीं, तो माफ कीजिए मिस्सू, आप दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, क्या मैं थोड़ी देर वू चैन से मिल सकती हूँ? वू चैन ने जवाब दिया, मैं उस विला में हूँ जो तुम्हारे छोटे भाई ने मुझे दिया था। ली रूबिंग बोली, ठीक है वही रुको, मैं अभी आती हूँ। वू चैन ने सोचा, जब ली रूबिंग यहाँ आएगी तब तो और मजा आएगा। सु शिनियन हैरान होकर बोली, तुम्हें डर नहीं लगता कि उसे सब पता चल जाएगा? वू चैन ने सच बता दिया, एक्चुअली ली रूबिंग और मैं लवर्स नहीं है, हमारे बीच भी एक ऐसा सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता। सु शिनियन ने ऐसा सिर हिलाया जैसे सब समझ गई हो, मुझे समझ आ गया, तुम भी उसके पहले वाले 3 बॉयफ्रेंड्स की तरह फेक हो। वू चैन ने कहा, उसका छोटा भाई भी ये बात नहीं जानता, तो ये सीक्रेट तुम्हें संभाल कर रखना होगा, समझी? सु शिनियन ने सीधा जवाब दिया, मैं खुद से मुसीबत ढूंढने नहीं जाऊंगी। लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें ली रूबिंग से बिल्कुल डर नहीं लगता? वू चैन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, पछतावा हो रहा है अब? सु शिनियन ने धीरे से कहा, नहीं। दूसरी तरफ ली रूबिंग समझ नहीं पा रही थी ये सब हुआ कैसे। सु शिनियन उस तरह की औरत नहीं थी। टाओ मैनिंग के कॉन्ट्रैक्ट का मामला भी, और अब ये सब। हर प्रॉब्लम का सोर्स एक ही था, वू चैन। ये आदमी भूत की तरह पकड़ में ही नहीं आता। 40 मिनट बाद ली रूबिंग वू चैन के घर पहुंच गई। वू चैन ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, तुम आ गई, अंदर आओ। ली रूबिंग ने अंदर आते इधर उधर देखना शुरू कर दिया, वो कहाँ है? वू चैन ने किचन की तरफ इशारा किया, उधर। सु शिनियन किचन में खाना बना रही थी, हस्बैंड मिस ली आ गई हैं। फिर वो मुस्कुरा कर बोली, मिस ली, बहुत दिनों बाद। ली रूबिंग ने भी जवाब दिया, हेलो मिस्सू। लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सु शिनियन खुद वू चैन के लिए खाना बना रही है। सु शिनियन ने नरम आवाज में कहा, आप सब थोड़ी देर बैठिए, सूप लगभग तैयार है, बस कुछ अंडे डाल दो, फिर मील कंप्लीट हो जाएगा। ली रूबिंग तुरंत वू चैन की तरफ मुड़ गई, समझाओगे कुछ? वू चैन ने कंधे उचका दिए, इसमें समझाने वाली बात क्या है, वो मेरी औरत है। ली रूबिंग की आंखें फैल गई, तुम्हारी औरत? अचानक से तुम्हारी औरत बन गई, कब से? वू चैन ने जवाब दिया, आज से। ली रूबिंग और भी हैरान हो गई, आज? क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे? वू चैन ने सिर हिला दिया, हम कभी नहीं मिले। ली रूबिंग का मुंह खुला का खुला रहेगा, क्या मजाक कर रहे हो ना? तभी सु शिनियन की आवाज आई, डिनर तैयार है, हस्बैंड जरा टेबल लगाने में हेल्प कर दो, ओके? मैं हाथ धोकर आती हूँ। मिसली आप भी यूं खड़ी ना रहे, कृपया बैठ जाइए क्योंकि खाना बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ली रूबिंग के दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। उसने वू चैन का हाथ पकड़ लिया, वू चैन इधर आओ। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले सु शिनियन फिर आ गई, हस्बैंड लॉन्ड्री हो गई है, क्या मैं कपड़े बालकनी में सुखा दूं? ली रूबिंग का एक्सप्रेशन और अजीब होता गया। वो देखती रही जब सु शिनियन लगातार बोलती रही, मैं पहले कपड़े सुखा देती हूँ, फिर सूप सर्व करती हूँ, कुछ देर बाद ड्राई कपड़े कहाँ रखूं? ली रूबिंग पूरी तरह स्पीचलेस हो चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे 1000 कौवे उसके सिर के ऊपर उड़ रहे हो। सु शिनियन फिर बोले, ठीक है सब लोग खाना खाओ, जरा टेस्ट करके बताओ, काफी टाइम बाद मैंने कुकिंग की है, मुझे नहीं पता तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से बनी है या नहीं। ली रूबिंग ने जलन भरी नजरों से देखा, अब तो ये उसे खुद खाना भी खिलाना चाहती है, दोनों कितने क्लोज आ गए हैं। वू चैन ने एक बाइट ली और तारीफ की, बहुत टेस्टी है। सु शिनियन खुश हो गई, मिसली आप भी ट्राई कीजिए। ली रूबिंग ने मनी मन सोचा, मैं और कितनी देर तक इन दोनों को इतना क्लोज देखूंगी, मुझे कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, मिस्सू आप वू चैन को कब से जानती हैं? सु शिनियन ने ईमानदारी से जवाब दिया, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये लव एट फर्स्ट साइट था, बस एक नजर में मुझे समझ आ गया कि ये वही आदमी है जिसे मैं ढूंढ रही थी। ली रूबिंग ने तुरंत सोचा, लव एट फर्स्ट साइट इम्पॉसिबल, सब उसकी फैमिली बैकग्राउंड जानते हैं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। सु शिनियन ने अचानक पूछा, और मिस ली, मेरे हस्बैंड और आपके बारे में उन्होंने मुझे सब बता दिया है, आप दोनों लवर्स नहीं है ना? ली रूबिंग के दिमाग में अचानक बेचैनी सी हुई। सु शिनियन ने आगे कहा, चिंता मत कीजिए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, हमारे रिलेशनशिप को फिलहाल सीक्रेट रहना होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों लवर्स होने के नाटक जारी रखें, चाहे कुछ क्लोज एक्ट्स भी करने पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वू चैन ने उसकी तरफ देखा, मेरी तरफ क्या देख रही हो, खाना खाओ। सु शिनियन तुरंत बोली, हाँ डार्लिंग ये श्रिम्प खाओ, बहुत टेस्टी है। उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। मनी मन उसने सोचा, देखा वो सिर्फ फेक है, मैं असली हूँ, ये आदमी मेरा है। ली रूबिंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हैं। उसने तुरंत एक श्रिम्प उठाया, छिलका उतारा और वू चैन को पकड़ा दिया, लो वू चैन तुम भी ये खाओ। वू चैन ने श्रिम्प खा लिया, अच्छा मेरा पेट भर चुका है। सु शिनियन ने तुरंत बात संभाली, तो आप गेस्ट को एंटरटेन कीजिए, मैं साफ सफाई कर देती हूँ। अब ली रूबिंग का सबर टूट गया, तुम आखिरकार क्या कर रहे हो, इधर आओ। उसने वू चैन को पकड़कर एक तरफ खींच लिया, लेकिन अचानक वू चैन का पैर फिसल गया। ली रूबिंग को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, ध्यान से वो जोर से चिल्ला उठी। वू चैन ने ली रूबिंग को अपने साथ खींच लिया, ली रूबिंग सीधा उसके ऊपर गिर पड़ी। ली रूबिंग बोली, ध्यान से। वू चैन ने उसकी बात इग्नोर कर दी और बोला, हार तो हार होती है, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो, तुमने खुद कहा था कि हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करोगी।
लीरुबिंग नाराज हो गई, लेकिन वूचैन ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। मैं बहुत थक गया हूँ, पूरा दिन परेशान रहा हूँ और मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है, मुझे मसाज दे दो। लीरुबिंग ने जोर से पूछा, यही मसाज करूँ या तुम्हारे रूम में? वूचैन ने जवाब दिया, यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, रूम में चलते हैं। कुछ देर बाद सुशिनियन बाहर आई, हस्बैंड सब लोग कहाँ गए? तभी उसने अंदर से आवाज सुनी, वो जल्दी से उस तरफ बढ़ी, हस्बैंड। जब सुशिनियन रूम में पहुंचे, उसने देखा कि लीरुबिंग वूचैन का मसाज कर रही थी। सुशिनियन को यकीन ही नहीं हुआ। उसके मुताबिक लीरुबिंग जैसी औरत किसी आदमी की इतनी केयर करेगी, ये तो सोचना भी मुश्किल था। वूचैन ने सुशिनियन को देखकर कहा, शावर हो गया? थक गई हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, हम बस खत्म ही कर रहे हैं। अचानक सुशिनियन के दिमाग में एक बोल्ड ख्याल आया, लीरुबिंग को इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो क्या वो भी मेरी तरह है? अगर ऐसा है तो लीरुबिंग और मैं एक ही साइड के लोग हैं। इवन लीरुबिंग वूचैन से जीत नहीं पाए, यह आदमी मेरी सोच से भी ज्यादा कमाल का है। सुशिनियन जल्दी से बेड के पास आई, घुटनों के बल बैठकर बोली, बिग सिस्टर चलिए हम साथ मिलकर करते हैं। लीरुबिंग पूरी तरह से स्टंट रह गई। हाँ, उसे लगा जैसे भूत देख लिया हो। यह औरत अपने आदमी को किसी और से मसाज करते देख रही है, ना गुस्सा हो रही है ना जेलस, उल्टा मुझे सिस्टर बुला रही है। सुशिनियन को आखिर हुआ क्या है? क्या उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है? इम्पॉसिबल। अगर वो मेंटली इनस्टेबल होती तो इतना परफेक्ट रेपुटेशन कैसे होती? सिर्फ बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल वाली लोग ही इतने एक्सीलेंट बन सकते हैं। वूचैन ने आखिर कैसे उसे इतना दीवाना बना दिया? तभी सुशिनियन बोली, सिस्टर आप क्या सोच रही है, मसाज कंटिन्यू रखिए। वूचैन को अचानक कुछ याद आया, वैसे शिनियन मसाज मत करो, अपनी मेडिसिन लेना मत भूलना। सुशिनियन ने तुरंत सिर हिला दिया, ओके मैं नीचे से लेकर आती हूँ। लीरुबिंग ने मन ही मन सोचा, ये वाकई मेडिसिन लेती है, लेकिन बात कुछ और लग रही है। फिर उसने पूछा, वूचैन तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे? वूचैन मुस्कुराया, मुझे 1 बिलियन दे दो, मैं तुम्हें सच बता दूंगा। लीरुबिंग झुंझला गई, बकवास बंद करो, मुझे ये जानने में इंटरेस्ट नहीं कि तुम दोनों कैसे प्यार में पड़े। मुझे सच बताओ, सू फैमिली ने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन सुशिनियन की वजह से की थी, है ना? वूचैन ने सिर हिला दिया, इन्वेस्टिगेशन का वक्त नहीं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मैं उसे घर से भगा लाया हूँ। लीरुबिंग ने फिर पूछा, अब क्या करने वाले हो? क्या तुम घर जमाई बनने वाले हो? वूचैन हंस पड़ा, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा आदमी हूँ? लीरुबिंग को फिर भी शक था, चाहे ब्रेकअप भी हो जाए, सू फैमिली तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। वूचैन बस मुस्कुराया, ब्रेकअप क्यों, सू फैमिली को हैंडल कर लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। लीरुबिंग को अचानक कुछ समझ आया, तो मतलब सू फैमिली को अभी तक हमारे फेक रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं है, और मेरी वजह से ही मैंने तुम्हारी हेल्प करने का डिसीजन लिया। वूचैन ने तारीफ की, काफी स्मार्ट हो, इसलिए तो मैंने कहा था कि हम करंट सिचुएशन से निपट सकते हैं। लीरुबिंग ने दांत बींचकर पूछा, अब जब हम एक ही बोट में, क्या तुम बता सकते हो कि वो घर से क्यों भागी? वूचैन ने शांत लहजे में जवाब दिया, वो 20 साल से ज्यादा तक एक पपेट की तरह जीती रही है, बस एक बार खुद बनकर जीना चाहती थी। अगर मैं उसकी हेल्प कर लूं तो क्या गलत है? तभी वूचैन का फोन बज गया, उसने कॉल रिसीव की, हेलो। दूसरी तरफ से सुशिनियन की आवाज आई, हस्बैंड मैंने अपनी फैमिली को देख लिया है, वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं, मैं क्या करूँ? वूचैन ने नरम आवाज में तसल्ली दी, कोई बात नहीं, हम नीचे आ रहे हैं, मेरा इंतजार करो, फिक्र मत करो। कॉल खत्म करने के बाद वूचैन ने लीरुबिंग की तरफ देखा, सू फैमिली के लोग आ गए हैं, चलो। लीरुबिंग ने फिर एक सवाल पूछा, तुम्हें पता था कि सू फैमिली इसी वक्त आएगी, इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, ये है ना? वूचैन मुस्कुराया, तुम्हें क्या लगता है? ही 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 ही। लीरुबिंग ने भाई सिकोड़ ली, मुझे ये फीलिंग पसंद नहीं है। वूचैन हैरान हुआ, कौन सी फीलिंग? लीरुबिंग धीरे से बोली, ये फीलिंग कि तुम सब कुछ पहले से प्लान कर लेते हो, मेरे लिए भी, और मैं तुम्हारा विरोध भी नहीं कर पाती। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? वूचैन ने नरम आवाज में कहा, इतना बुरा मत बनाओ इसे, तुम्हारा और सू फैमिली का एक ही वक्त पर आ जाना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, ये मेरा प्लान नहीं था। लीरुबिंग ने फिर कहा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, बस मुझे ये फीलिंग पसंद नहीं। वूचैन हंस पड़ा, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे तुम नाराज गर्लफ्रेंड हो। लीरुबिंग कुछ पल चुप रह गई, उसे समझ ही नहीं आया क्या जवाब दे। फिर दोनों एक साथ रूम से बाहर निकले। जैसे वे बाहर आए, बहुत सारे बॉडीगार्ड चिल्ला उठे, वो आ गए, वो आ गए, यही लड़का है। दूसरे गार्ड्स मधुमक्खियों के छत्ते की तरह शोर मचाने लगे, हमारी यंग मिस वापस करो, हमारी यंग मिस वापस करो। लीरुबिंग ने जोर से कहा, सू फैमिली है ना, मेरी टेरिटरी में आकर मेरे साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हो? एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ा और समझाने की कोशिश की, मिसली आप गलत समझ रही है, हम आपके लिए नहीं आए, हम उसके लिए आए हैं। उसने वूचैन की तरफ इशारा किया, यह हमारी यंग मिस को अपने साथ ले गया है। लीरुबिंग ने बेपरवाही से हाथ हिला दिया, दफा हो जा, ये मेरा आदमी है, वो दूसरी औरतों का किडनैप करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? बॉडीगार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सभी मुश्किल में पड़ गए। तभी सुशिनियन आगे बढ़ी और गुस्से में बोली, तुम लोग क्या कर रहे हो? किसने कहा कि मुझे कोई ले गया है? बॉडीगार्ड्स तुरंत सीधे खड़े हो गए, यंग मिस। कुछ लोग धीरे से बोले, हम तो मैडम के ऑर्डर पर आए हैं। सुशिनियन ने पलटकर डांट दिया, बस हर बात में मेरी माँ का नाम लेना बंद करो। मेरे मामले में तुम लोग इतनी दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? मेरे और मेरी माँ के बीच की बात में तुम लोगों को बोलने का हक किसने दिया?
तभी एक गरिमामय आवाज सुनाई दी, सुशिनियन तुम हद से ज्यादा जिद्दी हो रही हो। सब लोग पलटकर देखने लगे। सू मैडम खुद आ चुकी थी। उनके एंट्री के साथ ही माहौल और भी टेंस हो गया। ली रूबिंग तुरंत आगे बढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, काफी वक्त हो गया सू मैडम, आप अब भी पहले की तरह जवान और रेडियंट लग रही हैं। सू मैडम ने भी हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस ली, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। दोनों पावरफुल औरतों की नजरें एक दूसरे से टकराई और आसपास खड़े लोग महसूस कर सकते थे कि असली टकराव अब शुरू होने वाला था। सू मैडम ने सबसे पहले बात शुरू की, तो आप ही मिस्टर वू हैं, वाकई एक लेजेंडरी टैलेंट, मिस ली की नजर काफी अच्छी है। ली रूबिंग ने भी विनम्रता से जवाब दिया, सू मैडम आप मेरी तारीफ ज्यादा कर रही हैं। सू मैडम ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, ये बात करने की कन्वीनियंट जगह नहीं है, कैसा रहेगा हम लोकेशन चेंज करके डिटेल्स में बात करें, सबका क्या ख्याल है। ली रूबिंग ने बिना झिझक हाँ कर दी, ठीक है, वैसे भी मुझे सू मैडम से कुछ बात करनी है। वूचैन के पीछे खड़ी सू शिनिन की तरफ देखते हुए सू परिवार की प्रॉपर्टी गोल्डन फॉर्च्यून टी हाउस में सू मैडम ने बात शुरू की, मिसली तुम दोनों मेरी बेटी के साथ क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि बिना बताए अपने बॉयफ्रेंड से मेरी बेटी को ले जाना बदतमीजी है? क्या मिस्टर वू का ये बिहेवियर कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता? शायद मुझे किसी लॉयर से बात करनी चाहिए। ली रूबिंग ने शांत आवाज में जवाब दिया, मिस शिनिन और मेरी पहले से मीटिंग फिक्स थी, लेकिन मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को शिनिन को लेने भेजा था। सू मैडम ने हैरानी जताने का नाटक किया, अच्छा तो क्या मैं ये समझू कि मिस्टर वू मेरी बेटी को जबरदस्ती नहीं ले गए? ली रूबिंग भी पीछे हटने वाली नहीं थी। शिनिंग अब 27 साल की हो गई है, अगर उसे वाकई जबरदस्ती ले जा रहा था तो क्या उसे मदद के लिए फोन करना नहीं आता? सू मैडम मुझे लगता है आप ज्यादा क्यूरियस होंगी ये जानने में कि हम मिल क्यों रहे थे। सू मैडम ने भी साथ दिया, मैं डिटेल सुनना चाहती हूँ। ली रूबिंग उठकर सू शिनिन के पास गई। सू मैडम इस वक्त शिनिन वो इंसान नहीं रही जो पहले थी, उसे एक पपेट बना दिया गया है, एक ऐसी पपेट जो ये भी डिसाइड नहीं कर सकती कि वो कितनी बाउल चावल खाएगी, इसलिए शिनिन मुझसे जलन करती है, वो मेरी जैसी लड़की बनना चाहती है। सू मैडम घबरा गई, तुम क्या कह रही हो? ली रूबिंग ने बात जारी रखी, शिनिन मुझसे मिली क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन मैं क्या मदद कर सकती हूँ? सू मैडम क्या आप जानती है ये क्या है? यह कहकर ली रूबिंग ने सू शिनिन के हाथ से दवाओं का बैग छीन लिया। क्या आप जानती है ये क्या है? ये दवा शिनिन ने खुद खरीदी है। सू मैडम उलझन में पूछने लगी, तो क्या हुआ अगर शिनिन ने दवा खरीदी? ली रूबिंग ने समझाया, बात दवा खरीदने की नहीं है, बात यह है कि वो खुद दवा लेने जाना चाहती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे उसे खुशी मिलती है। उसने पहले कभी खुद जाकर दवा नहीं खरीदी, अकेले बाहर जाकर दवा खरीदना उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, जबकि वो 27 साल की है। सू मैडम क्या आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती? सू शिनिन भी ली रूबिंग की रीजनिंग सुनकर हैरान रह गई, वाकई ऐसा है? वूचैन को ये सब बिल्कुल एक्सपेक्टेड लगा। जैसे ही तुम बोलना शुरू करती हो तुम्हारी लॉजिक सीधा 10 में से 10 होती है। ली रूबिंग अब भी समझा रही थी, शिनिन अंदर ही अंदर घुट रही है, क्या आप समझ नहीं रही? आज मैं और वूचैन यहाँ है, दवा खरीदना उसका एक छोटा सा रेबिलियन था, लेकिन अगली बार क्या होगा जब उसके पास कोई नहीं होगा, तब वो क्या करेगी? क्या आपको डर नहीं लगता? 3 मिनट तक पूरा कमरा खामोश रहा। आखिरकार सू मैडम बोली, अगर ऐसा है मिसली तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ली रूबिंग ने शांति से जवाब दिया, शिनिन मेरी दोस्त है, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। वूचैन अंदर ही अंदर खुश हो गया, बहुत बढ़िया ली रूबिंग, अब इसे रैप अप करने का वक्त आ गया है, थोड़ा और फ्यूल डालता हूँ। अचानक वूचैन जोर से बोल पड़ा, सू मैडम ली रूबिंग और मैं पूरा दिन बिजी रहे हैं, इतनी देर से लगे हुए हैं। ली रूबिंग भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई, ये अचानक गुस्सा क्यों? नहीं ये गुस्सा नहीं, ये प्रोसेस को फास्ट करना चाहता है, समझ गई, मुझे कोऑपरेट करना चाहिए। ली रूबिंग ने धीरे से कहा, हनी तुम क्या कर रहे हो? शिनिन मेरी दोस्त है, ऐसा मत बोलो। वूचैन और भी ज्यादा इमोशनल हो गया, क्या बस इतना ही काफी है? तुम मिस्सू की मदद करती हो क्योंकि तुम्हें डर है कि उसके साथ कुछ हो जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिलता है? वो लोग तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं करते। ली रूबिंग मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। ली रूबिंग ने वूचैन को शांत करने की कोशिश की, हनी ऐसा मत कहो, शांत हो जाओ, मेरे खातिर ही सही, ठीक है? शिनिन मेरी दोस्त है, सीन मत बनाओ और गुस्सा भी मत करो, गुड बॉय। सू शिनिन ने मनी मन सोचा, अगर मुझे पता ना होता कि ये सब एक्टिंग है तो मैं भी लगभग मान ही लेती कि ये सब सच है। यहाँ तक कि सू मैडम ने भी सोचा, शायद मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सोचकर सू मैडम बोली, मिसली तुम बहुत दयालु हो, अब मैं समझ गई। शिनिन तुम्हारी माँ होने के नाते मेरा कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। आज के बाद मैं इस बारे में ध्यान से सोचूंगी और तुम्हें कुछ काम खुद करने की आजादी दूंगी। मिसली जैसे दोस्त मिलना तुम्हारी किस्मत है। ली रूबिंग ने भी जवाब दिया, शिनिन बहुत आउटस्टैंडिंग है, सब उसे पसंद करते हैं। सू मैडम खड़ी हो गई, काफी देर हो गई है मिसली, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। शिनिन पहले मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी, तुम्हें इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आज तुम मिसली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो, बस कल दोपहर तक कंपनी आ जाना, मैं अब घर जा रही हूँ। जैसे सू मैडम ने दरवाजा बंद किया, सू शिनिन और ली रूबिंग दोनों ने राहत की सांस ली। वूचैन बोला, मिशन अकम्प्लिश्ड, फिलहाल स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। ली रूबिंग ने दूर जाती हुई कार को देखा, सू शिनिन तुम्हारी माँ चली गई है और वो कोई बॉडीगार्ड भी पीछे नहीं छोड़कर गई, यहाँ कोई अंडरग्राउंड बेस भी नहीं है।
सुशिनियन तुरंत वूचान के बहाव में आकर चिपक गई। हस्बैंड, क्या तुम सच में अभी गुस्से में थे? तुम बहुत डरावने लग रहे थे। वूचान मुस्कुराया, पागल हो क्या, वो सब एक्टिंग थी। ली रुबिंग ने पहचान नहीं सका, मैं सीरियसली कह रही हूँ, तुम दोनों ऐसे ही रहना बंद कर सकते हो क्या? वूचान ने भी हाँ में हाँ मिलाई और फोन उठाते हुए बोला, बिल्कुल सही, अब असली काम करने का वक्त आ गया है, तो बताओ सबसे पहले किसको कॉल करूँ? ली रुबिंग ने तुरंत उसे रोक दिया। वूचान, तुम क्या कर रहे हो? कोई उल्टा सीधा काम मत करना। वूचान ने आराम से समझाया, मैंने कब कहा कि मैं रैंडम लोगों को कॉल करने वाला हूँ? ली रुबिंग फिर बोल पड़ी, प्लीज ड्रामा मत करो, ठीक है? सब कुछ सेटल हो गया है मैडम, सो अब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी और तुम बाद में मिस से मिल भी सकते हो, तुम्हें और क्या चाहिए? वूचान ने सु शिनियन की तरफ मुड़कर कहा, शिनियन, क्या तुम चाहती हो कि हम आगे मिलकर छुपके छुपके मिलते रहे जैसे कोई सीक्रेट डेट हो? मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरी वजह से तकलीफ उठाओ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें प्यार और फैमिली में से किसी एक को चुनना पड़े। सु शिनियन का दिल भर आया। हस्बैंड! अचानक वूचान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इधर आओ सु शिनियन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं कुछ फोन कॉल्स करने वाला हूँ, उसके बाद मुझे और लोगों से भी कांटेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे कम वक्त में सू कॉर्पोरेशन को संभालने की ताकत हासिल करो, गोल्डन वाइस प्रेसिडेंट बनो, ताकि तुम्हारी कंपनी में भी तुम्हारी आवाज हो और घर में भी तुम्हारी बात सुनी जाए। फिर तुम्हारी माँ भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी और तुम्हारे पिता वो खुश होंगे, बेफिक्र होंगे और तुम पर और भी ज्यादा गर्व करेंगे। वूचान ने फिर पूछा, सु शिनियन, क्या तुम तैयार हो? सु शिनियन थोड़ा झिझकी, वो मैं कैसे? वूचान ने दोबारा पूछा, शिनियन, फैसला करो, क्या तुम मान जाती हो? आखिरकार सु शिनियन ने अपना मन बना लिया, मैं तैयार हूँ। वूचान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। फिर वूचान कुर्सी पर बैठ गया और फोन कॉल्स करना शुरू कर दिया। ली रुबिंग भी क्यूरियोसिटी से उसके पास बैठ गई और उसकी तरफ झुककर देखने लगी। सु शिनियन को थोड़ी जलन हुई, मिस ली और मेरे डार्लिंग हस्बैंड बहुत पास खड़े हैं, नहीं मैं भी आ जाऊंगी। वो तुरंत दौड़कर आई और वूचान की बाजू पकड़कर चिपक गई। वूचान अंदर ही अंदर बेचारा महसूस कर रहा था, ये दोनों लड़कियां भी ना। वो थोड़ा साइड से रख गया, तुम लोग थक गई हो, सुनना चाहती हो? ठीक है, स्पीकर को ऑन कर देता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, हेलो, कौन बोल रहा है? वूचान ने सीधा पूछा, क्या आजकल तुम्हें बुरे सपने आते हैं? क्या तुम उस वेयर हाउस के बारे में सपने देखते हो? मैंने सुना है कुछ साल पहले तुमने काफी पैसे कमाए थे, है ना? दूसरी तरफ का आदमी घबरा गया, तुम आखिर हो कौन? अब वूचान ने बात घुमाना बंद कर दिया। 1 घंटे बाद प्राइवेट रूम के अंदर ली रुबिंग अब भी शक में थी, क्या सिर्फ 2 लाइंस बोलकर सू फैमिली को टेक ओवर किया जा सकता है? वूचान मुस्कुराया, ये तो सिर्फ अगला टारगेट है, इंटरनल डिसइंटीग्रेशन। चलो। ली रुबिंग ने फिर समझाने की कोशिश की, एक बार और सोच लो। वूचान ने जवाब दिया, या फिर हम दोबारा बैट लगा सकते हैं। ली रुबिंग झिझक गई, नहीं, अब और बैट नहीं लगानी। 1 घंटे बाद जाते वक्त वूचान ने कहा, तुम दोनों यहाँ चाय पियो, मैं पहले उधर जाता हूँ। वूचान कमरे में घुसा, अंदर पहले से एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। वूचान ने कहा, काफी पंक्चुअल हो। वो आदमी तुरंत खड़ा हो गया, उसने दरवाजे के बाहर देखा और फिर पूछा, क्या तुम ही थे जिसने मुझे कॉल किया था? यह आदमी था याओ होंगलिंग, जिनफू ग्रुप का डायरेक्टर और शेयर होल्डर, जिसके पास 38% शेयर्स थे। वूचान आराम से बैठ गया और चाय पीने लगा, हाँ मैं ही था। याओ होंगलिंग ने जल्दी से पूछा, बाईफैंग कहाँ है? उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? तुम चाहते क्या हो लड़के? ये मत सोचना कि मेरे कुछ राज जानकर तुम मुझे धमका सकते हो। अगर तुम समझदार हो तो मुझे बताओ, बाईफैंग कहाँ है? मैं तुम्हें ऐसा चेक साइन करके दूंगा जो तुम पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर पाओगे। वूचान ने चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया, पैसे की बात बाद में करेंगे, लेकिन एक मर्डरर और आर्सनिस्ट के लिए तुम काफी हिम्मत वाले हो। याओ होंगलिंग जिद पर अड़ गया, जवान लड़के जो मर्जी खाओ, लेकिन जो मर्जी मुंह से मत निकालो। वूचान हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा तो डेजर्ट माउंटेन में दफन उस लाश का क्या? आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में पुराने केस सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है ना? याओ होंगलिंग का चेहरा गुस्से और डर से भर गया, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? क्या 150 मिलियन काफी होंगे? वूचान ने शांति से कहा, जल्दी मत करो, मैंने सुना आजकल बॉस याओ का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा। लॉसेस छुपाने के लिए अकाउंट्स इन्फ्लेट किए जा रहे हैं और तुम्हारी छोटी मिस्ट्रेस ने भी फेक अकाउंट बनाने में मदद की थी, उसका नाम क्या था? याओ होंगलिंग सच में डर गया, ठीक है 200 मिलियन नहीं 300 मिलियन, इंस्टॉलमेंट्स में 300 मिलियन, 300 मिलियन ही मेरी पूरी लिमिट है। तभी सु शिनियन गुस्से में अंदर आई, मिस्टर याओ। डायरेक्टर याओ होंगलिंग चौंक गया और तुरंत मुड़कर देखने लगा, ओ मिस्सू, डायरेक्टर ली। वूचान ने याओ होंगलिंग के कंधे पर हाथ रखा, तुम दोनों इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई? याओ होंगलिंग डरे हुए अंदाज में पूछने लगा, तुम लोगों ने सब कुछ सुन लिया? सु शिनियन ने इल्जाम लगाते हुए पूछा, डायरेक्टर याओ, क्या आप वाकई मर्डरर और आर्सनिस्ट हैं? याओ होंगलिंग हकलाते हुए बोलने लगा, दया, ओ मैं वो। वूचान ने शांति से चाय डाली, शिनियन अभी पुरानी बातों की चर्चा मत करो। डायरेक्टर याओ, मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। याओ होंगलिंग ने मनी मन गाली दी, डैम, जो इंसान पैसे नहीं चाहता वो सबसे ज्यादा डरावना होता है। क्या ये लोग मेरी जान चाहते हैं? बाहर से वो शांत दिखते हुए वूचान से चाय लेते हुए बोला, थैंक यू।
वू चैन ने बात जारी रखी, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आज के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिस्सू जो भी कहे आप हमेशा उसका सपोर्ट करें, समझे? या होंगलिंग थोड़ा हैरान हुआ, बस इतना ही? वू चैन ने सिर हिलाया, हाँ बस इतना है। या होंगलिंग ने राहत की सांस ली, डायरेक्टर सू मुझे तो लगा कोई मुझे मारना चाहता है, मैं तो अभी सच में डर के मारे मरने वाला था। हा 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 हा। इतनी छोटी सी बात तो सीधा कह देते हैं, आप जो कहेंगे क्या मैं मना करूंगा? डायरेक्टर ली और इस जेंटलमैन को इतनी तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं थी। फिर उसने मनी मन हिसाब लगाया, सू शिनियन सू फैमिली की इकलौती वारिस है, चाहे सू फैमिली में कितनी भी लड़ाई हो, आखिर वो ग्रुप की फ्यूचर चेयरमैन ही है। ये लोग मुझे यूज करना चाहते हैं लेकिन मुझे बेच ही नहीं सकते, ना सिर्फ मेरी क्राइसिस सॉल्व होगी बल्कि मुझे फायदा भी मिलेगा, ये तो सच में अच्छा हो सौदा है। वो मुस्कुराते हुए बोला, निश्चिंत रहिए मिस्टर वू, आज के बाद मिस्सू का काम मेरा काम है, ग्रुप में मैं हमेशा मिस्सू का सपोर्ट करूंगा। वू चैन खुश होकर बोला, जेंटलमैन की बात पत्थर की लकीर होती है, अब आप जा सकते हैं। या होंगलिंग दरवाजे की तरफ चला गया, ठीक है फिर आप लोग बिजी रहिए, मैं चलता हूँ। ले रुबिंग अब भी कंफ्यूज थी, बस इतना ही? अगर वो मिस्सू का सपोर्ट भी करे तो एक शेयर होल्डर क्या कर लेगा? जिनको ग्रुप में तो 10 से भी ज्यादा शेयर होल्डर्स है, तुम सबको धमका नहीं सकते, इस सब का क्या पॉइंट है? वू चैन ने जवाब देने के बजाय पूछा, क्या डायरेक्टर ली रिवर्स साइकोलॉजी यूज करके मुझे जवाब निकलवाना चाहती है? ली रुबिंग झुंझला गई, मैं मजाक नहीं कर रही, अभी तुम उसे धमका रहे थे, अगर ये ट्रिक फेल हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या तुम सच में जिनफू के इतने सारे शेयर होल्डर्स को धमकी देकर हैंडल कर सकते हो? वू चैन सिर्फ मुस्कुराए, सबको धमकाने की जरूरत नहीं है, एक को अपनी तरफ करना ही काफी है। सू शिनियन एक्साइटेड होकर पूछने लगी, हनी अब और कितने लोगों को मनाना बाकी है? वू चैन ने एक उंगली उठाई, 6 लोग, एक हो गया है, अब और 5 बाकी है, तुम दोनों यही चाय पियो और मेरा इंतजार करो। सू शिनियन ने प्यार से कहा, हनी ज्यादा काम मत करना। उसके बाद वू चैन ने कई लोगों से मुलाकात की, वैन वैन चैन जिनफू ग्रुप का सीएमओ, चेनले सीएफओ, बोजियांग हुई लीगल डायरेक्टर, सन हाइमिन इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर और कुछ और लोग। पूरे दिन की मेहनत के बाद आखिर सब खत्म हो गया। वू चैन ने आखिरी आदमी को विदा किया, अपना ख्याल रखना। ली रुबिंग अभी भी उलझन में थी, उसने बोला, अगर तुम 6 शेयर होल्डर्स को भी अपनी तरफ खींच लो तब भी तुम्हारे पास 2/3 सीट्स नहीं होंगी, आधा बोर्ड भी कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर तुम बोर्ड को कैसे कंट्रोल करोगे? वू चैन रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया, कुछ चीजें समझाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, कल रिजल्ट का इंतजार करो। सू शिनियन ने वू चैन का हाथ पकड़ लिया, हनी तुम जो भी कहो सही होगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। वू चैन ने ली रुबिंग की तरफ देखकर कहा, वैसे मुझे शिनियन की कुछ बात भी करनी है। ली रुबिंग आज रात तो हम तुम्हारे घर रुक सकते हैं? ली रुबिंग ने भी वू चैन का दूसरा हाथ पकड़ लिया, नहीं बिल्कुल इनकन्वीनियंट है। वू चैन ने मजाक में पूछा, तो फिर मुझे पकड़ क्यों रही हो? ली रुबिंग ने गर्व से कहा, चलो घर चलते हैं। घर पहुंचने के बाद ली रुबिंग ने कहा, शिनियन तू पहले जाकर नहा लो। फिर वो वू चैन को बालकनी की तरफ खींच ले गई। वू चैन हैरान हो गया, शिनियन को क्यों भेज दिया? ली रुबिंग बोली, कुछ मत बोलो, बस बालकनी में आओ। ली रुबिंग ने वू चैन की गर्दन में भाई डाली और बोली, मुझे किस करो। वू चैन ने और कोई सवाल नहीं पूछा और ली रुबिंग को किस करने के लिए झुका। दूसरी तरफ एक आदमी कैमरा लेकर हर पल की फोटो खींच रहा था। इस दौरान वू चैन मनी मन सोच रहा था, ली रुबिंग अभी कुछ देर में रुक जाएगी, वो बिना वजह ये वक्त नहीं चुनती, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सब एक्टिंग है, कोई छुपके से फोटो खींच रहा है, अगर ऐसा है तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेता हूँ, उम्मीद है डिंगलोंग खुश हो जाएगा। ये सोचकर वू चैन ने ली रुबिंग को रेलिंग पर बिठा दिया और अपना काम जारी रखा। फोटोग्राफर भी हैरान रह गया लेकिन लगातार फोटो लेता रहा। 2 मिनट बाद वू चैन ने ली रुबिंग को नीचे उतारा, नीचे छुपा फोटोग्राफर शायद जा चुका था। वू चैन ने कहा, जो फोटोग्राफर नीचे छुपा हुआ था शायद अब चला गया होगा। ली रुबिंग ने अपने बाल ठीक किया, तो तुम्हें पता था, इसलिए तुमने इतना अच्छा कोऑपरेट किया, काफी देर हो गई है, चलो अंदर आराम करते हैं। इसी वक्त गुआन सिटी में रुईलोंग ग्रुप के हेडक्वार्टर्स में डिंगलोंग पागलों की तरह चिल्ला रहा था, ये लोग इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? वो गुस्से में अपनी पेन तोड़ बैठा और धाड़ कर बोला, वू चैन को तुरंत मरना होगा। तभी एक आदमी जिसका नाम जियांग गुन था जल्दी से अंदर आया। यंग मास्टर, आपने मुझे बुलाया? जियांग गुआंग डिंगलोंग के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक था, वो पहले स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर रह चुका था। डिंगलोंग ने मुश्किल से अपना गुस्सा दबाया और हुक्म दिया, डोंगाए जाओ, मुझे वू चैन मरा हुआ चाहिए, जितनी बुरी और दर्दनाक मौत हो सके उतना अच्छा। जियांग गुआन ने वू चैन की फाइल देखी और जवाब दिया, डोंगाई ली रुबिंग का टेरिटरी है, मुझे 5 दिन चाहिए। डिंगलोंग गुस्से से गरजा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, 3 दिन के अंदर मुझे वू चैन की दर्दनाक मौत की खबर सुननी है। जियांग गुआन के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, समझ गया। अगली सुबह ली रुबिंग के घर में वू चैन ने आंखें खोली, शिनलिंग उठ जाओ। सू शिनियन ने आलस से स्ट्रेच किया, हनी मुझे अभी भी नींद आ रही है। वू चैन ने प्यार से समझाया, शिफ्ट के बाद और सो लेना, कल रात सोने से पहले मैंने जो कुछ सिखाया था सब याद है ना? सू शिनियन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, बिल्कुल। उसे भी पता था कि आज की जीत या हार उसकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय करेगी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ, ली रुबिंग की आवाज आई, शिनिन चलो मैं तुम्हें कंपनी छोड़ देती हूँ।
थोड़ी देर के ड्राइव के बाद सुशिनिन कंपनी पहुंच गई। जैसे वो अंदर गई, लोग रिपोर्ट्स लेकर उसके पास आ गए। एक फीमेल असिस्टेंट सबसे पहले बोली, प्रेसिडेंट सु, ये लास्ट मीटिंग का प्रपोजल है, अगर आप देख सके तो। उसकी बात पूरी होने से पहले एक मेल असिस्टेंट बोल पड़ा, प्रेसिडेंट सु, ब्रांड वैल्यू एनहांसमेंट बजट प्लान के बारे में। सुशिनिन ने दोनों को रोक दिया, डिटेल्स मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ये कहकर वो ली रुबिंग की तरफ मुड़ी, मिस ली रुबिंग, फिर मिलते हैं। उसके बाद वो सीधा कंपनी के अंदर चली गई। चलो। सुबह 10 बजे जिनफू ग्रुप के सीनियर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। सुशिनिन की माँ ने जोर से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? सुशिनिन ने दोबारा साफ साफ कहा, मैं रिबिलियन कर रही हूँ। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, शाउडा और यांगाओ को डिसमिस कर दिया जाए। अगर आप एग्री नहीं करती तो बोर्ड मीटिंग बुला लीजिए। सुशिनिन की माँ को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या तुम बोर्ड मीटिंग भी बुलाना चाहती हो? सुशिनिन ने बात जारी रखी, मैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर भी। मेरे पास बोर्ड मीटिंग कन्वीन करने का अधिकार है। और हाँ, मैं एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को डिसमिस करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। तो ये फैसला यही फाइनल है। मैं एचआर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दूंगी। मीटिंग के बाद सुशिनिन की माँ ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। उन्होंने ऐसा क्या गलत किया है? बिना वजह उन्हें क्यों निकला जा रहा है? अगर लेबर डिस्प्यूट हुआ है तो कंपनी की गलती मानी जाएगी। अगर मीडिया तक खबर पहुंच गई तो कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुशिनिन को कल रात वूचन की बातें याद आ गई। उस वक्त वूचन ने कहा था, सबसे पहला टारगेट तुम्हारी कंपनी का शाउडा और यांगाओ होंगे। अब सुशिनिन ने साफ जवाब दिया, मैं उन्हें बिना वजह नहीं निकाल रही, मेरे पास वजह है। 5 साल पहले हमारे ग्रुप के डोंगा स्ट्रीट वाले स्टोर में रॉबरी हुई थी। वो पूरे देश का सबसे बड़ा स्टोर है। सबसे अच्छी डेकोरेशन, सबसे एडवांस सर्विलेंस और सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी वही थी। उसने रिमोट उठाकर प्रोजेक्टर ऑन किया और प्रेजेंटेशन दिखाते हुए कहा, लेकिन इतनी सिक्योर स्टोर में भी रॉबरी हो गई। इससे बाहर के लोग हमारे ग्रुप की सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज पर सवाल उठाते रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि हमारा स्टॉक कई दिन तक लोअर लिमिट पर जा गिरा। आज तक ग्रुप की मार्केट वैल्यू 4 बिलियन तक इवेपोरेट हो चुकी है। इस सिचुएशन में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट डायरेक्टर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं? लेकिन मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या नहीं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट यह है कि पब्लिक ओपिनियन को शांत किया जाए और बाहर के लोगों को दिखाया जाए कि ग्रुप सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर सीरियस रिफॉर्म्स कर रहे हैं। इसलिए शाउडा को डिसमिस करना जरूरी है, तभी स्टॉक प्राइस जल्दी रिकवर हो सकता है। सब लोग हैरान थे। आज वाली सुशिनिन पहले वाली सुशिनिन से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी माँ ने फिर पूछा, ठीक है, शाउडा को निकाल दिया, लेकिन यांगाओ का क्या उसे भी कंपनी की गलती का जिम्मेदार माना जाएगा? सुशिनिन ने हल्की सी बाहें चढ़ा दी। वो थोड़ी इरिटेट हो गई थी। यांगाओ ग्रुप में काम ही नहीं करता तो वो कंपनी की गलती का जिम्मेदार क्यों बने? उसकी माँ का सिर दर्द करने लगा। तुम क्या कहना चाहती हो? सुशिनिन ने बिना झिझक सच बोल दिया। ग्रुप में उसका पोजीशन सिर्फ नाम का है, वो असल में सिर्फ आपका पर्सनल बॉडीगार्ड है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? अब सुशिनिन की माँ को सब समझ आ गया। समझ गई किसको फायर करना है और क्यों करना है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम सिर्फ रिबेलियन करना चाहती हो। फिर उसने गुस्से से हुक्म दिया, बोर्ड मीटिंग बुलाओ, तुरंत नोटिस भेजो, आज दोपहर 3 बजे बोर्ड मीटिंग होगी। इसी वक्त दूसरी तरफ फैशन कंपनी में ली रुबिंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, वूचन तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे लग रहा है सू फैमिली में अभी पूरी हलचल मचने वाली है। क्या तुम कुछ करने नहीं जा रहे? वूचन ने शांति से जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था, हमें सिर्फ शिनिन की साइड को ऑब्जर्व करना है। और जहाँ तक मेरी बात है, अभी मैं सिर्फ ड्राइंग करना चाहता हूँ। ली रुबिंग और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई। ड्राइंग? किसकी ड्राइंग? वूचन ने सिर उठाया और कहा, तुम्हारी और किसकी? वूचन ने मनी मन सोचा, कल जो स्नीकी फोटोज ली गई थी, अब तक डिंगलोंग मेरी काफी इन्वेस्टिगेशन कर चुका होगा। शायद वो जल्दी ही मूव करने वाला है। अब वक्त आ गया कि मैं भी उसके खिलाफ कुछ करूँ। ली रुबिंग ने उलझन से पूछा, क्या करना है? वूचन मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस तुम्हारा स्केच बना रहा हूँ। ली रुबिंग थोड़ी अनॉयड हो गई, मैं काम में बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास मॉडल बनने का टाइम नहीं है। वूचन ने फोन उठाया, तुम अपना काम करो, मैं अपनी ड्राइंग करता हूँ। तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, बस नेचुरल रहो, ऐसे बिहेव करो जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। फिर वूचन ने फोन में मैसेजेस खोले और मनी मन सोचा, ये वही ग्रुप है जिसमें मुझे स्केच के बेसिस पे ऐड किया गया था। इस ग्रुप में एक ऐसे इंसान है जिसे नए पेंटिंग्स की जरूरत है और उसका डिंगलोंग से बहुत क्लोज कनेक्शन है। वूचन स्केच बनाते हुए मैसेजेस पढ़ रहा था। साथ ही उसने ग्रुप में एक मैसेज भेजा, अपने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस और करो, लाइट और शैडोज का कॉन्ट्रास्ट बहुत कम है, पेंटिंग में डेप्थ फील नहीं हो रही। ग्रुप के लोग तुरंत जवाब देने लगे, अभी भी ग्रुप ज्वाइन किया है और इतना स्ट्रिक्ट रिव्यू, टीचर हो क्या? कभी तुम्हारा काम देखा भी नहीं, बिना वजह शो ऑफ मत करो। वूचन ने अपने स्केच की फोटो खींची और ग्रुप में भेज दी। उसका हाथ ड्राइंग करते हुए रुका भी नहीं। लगभग 40 मिनट बाद ग्रुप पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था। डैम, ये कौन है? गाली मत दो, ये तो कमाल है। मैं तो झुक गया। पेंटिंग में जो लड़की है वो कौन है? स्किल लेवल बहुत हाई लग रहा है। टीचर आप कहाँ काम करते हैं? मैं डिजिटल आर्ट्स एसोसिएशन में काम करता हूँ। मैसेजेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। वूचन मनी मन मुस्कुराया। एटमॉस्फेयर काफी गर्म हो गया। अगर अभी भी वो बाहर नहीं आई तो
तभी एक प्राइवेट मैसेज आया, हेलो टीचर चन, मेरी एक बेटी है जो हाई स्कूल सीनियर है, मैं चाहती हूँ कि आप उसे थोड़ा गाइड करें। वो चन अंदर अंदर खुश हो गया, आखिरकार आ ही गई। मैसेज भेजने वाली थी लिन युआन, ऑनलाइन निकनेम बू बिया। वो डिंगलोंग के हाई स्कूल सीनियर थे और सभी औरतों में उसकी जिंदगी में सबसे खास जगह रखती थी। सबसे खास इसलिए क्योंकि दोनों की एक ही बेटी थी जो अब 14 साल की हो चुकी थी। वू चैन ने तुरंत जवाब दिया, गाइड कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हम बस आर्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लिन युआन ने जवाब दिया, आप बहुत हम्बल है टीचर, प्लीज मेरी बेटी की पेंटिंग इवेलुएट कीजिए। वू चैन ने पेंटिंग देखकर जवाब दिया, काफी अच्छा ड्रॉ किया है, ग्रुप के नए मेंबर से तो काफी बेटर है, टैलेंट डेफिनेटली है। लिन युआन खुश हो गई, एक प्रोफेशनल से प्रेज मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लगता है मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, इस बच्ची में वाकई टैलेंट है। फिर उसने एक और मैसेज भेजा, वैसे टीचर चैन अभी आप क्या कर रहे हैं, आप शंघाई में हैं क्या? वू चैन मनी मन हंस पड़ा, एक्सपेक्टेड से भी आसान था। उसने जवाब दिया, हाँ क्यों पूछ रही है? लिन युआन ने सीधी बात कर दी, आपका लेवल उन सब टीचर से ज्यादा है जिनसे मैं पहले मिली हूँ। मैं सच में चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को प्राइवेट ट्यूटर करें। अगर आप आ सकते तो एकोमोडेशन की टेंशन मत लीजिए, मैं हर सेशन का $2000 दूंगी, कैसे रहेगा? वू चैन ने थोड़ा झिझकने का नाटक किया, आप बहुत दयालु हैं, वैसे भी आपकी बेटी में काफी टैलेंट है, लेकिन लिन युआन ने तुरंत पॉइंट समझ लिया, क्या बात है टीचर, आप किसी बात पे हेजिटेट कर रही हैं, सीधा बोलिए, हम डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज मना मत कीजिए। वू चैन ने कुछ देर बाद जवाब दिया, ठीक है, अगर किस्मत में मिलना लिखा होगा तो मिलेंगे, डिटेल्स हम मिलकर डिस्कस कर लेंगे। लिन युआन बहुत खुश हो गई, ठीक है, जब भी आप फ्री हो मुझे मैसेज करिएगा, मैं 24/7 आपके मैसेजेस का इंतजार करूंगी। वू चैन ने गहरी सांस ली, प्लान एक्सपेक्टेड से भी स्मूथ चल रहा है, अगला स्टेप है उसे अपनी तरफ करना। फिर जब वो डोंगा आएगी तो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में होगी। फिर वो डिंगलोंग के काले राजों की एक इम्पोर्टेंट विटनेस है। अचानक वू चैन खड़ा हो गया, तुम अपना काम करो, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। चलते हुए वू चैन सोच रहा था, लिन युआन और उसकी बेटी तो सिर्फ मेरे प्लान का एक हिस्सा है, अब अगला टारगेट है। वू चैन ने किसी को फोन लगाया, दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, हेलो आप किससे बात करना चाहते हैं? वू चैन बोला, मैं तुमसे ही बात करना चाहता हूँ, बताओ अगर डिंगलोंग को तुम्हारे बारे में सच पता चल गया तो क्या तुम बच पाओगे? दूसरी तरफ से आदमी घबरा गया, क्या बकवास कर रहे हो, तुम कौन हो, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। वू चैन आराम से चलता रहा, अच्छा तो फिर मैं अभी लीरूबी के पास जाता हूँ, कैसा रहेगा? दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई, रुको मेरे दोस्त आराम से बात करते हैं। वू चैन ने कहा, तो फिर मेरी बात मानो, आज दोपहर 3 बजे मिलते हैं, एड्रेस मैं बाद में भेज दूंगा। उसी वक्त जिनफो कॉर्पोरेशन में दोपहर के 3 बजे मैडम सू ने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सब लोगों को देखा और कहा, सब लोग आ गए हैं तो बोर्ड मीटिंग ऑफिशियली शुरू करते हैं। सुशिनी ने बात जारी रखी, यहाँ बैठे सब लोग इस टेम्पररी बोर्ड मीटिंग के एजेंडे के बारे में पहले ही सुन चुके होंगे। शुरुआत में ये सिर्फ एक छोटा सा इशू था, लेकिन अब जब बोर्ड मीटिंग हो ही रही है तो जिसको जो कहना है वो कह सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो रीजन के साथ बोले, सिर्फ अपोज करने के लिए अपोज मत कीजिए। सब लोगों को महसूस हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग थी। कुछ लोग मनी मन खुश भी हो रहे थे, अच्छा हुआ हमें पहले से सिचुएशन का पता था, वरना आज वाली सुशिनी के साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता। मैडम सू ने भी ताली बजाई, बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं सुशिनी, आज तुमने वाकई मुझे नई नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगले पल उन्होंने टेबल पर हाथ मारा और आवाज ऊंची कर दी, लेकिन आज मेरा जवाब है नहीं, मतलब नहीं। फिर मैडम सू ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, शाउडा दशकों से कंपनी के साथ है, फैक्ट्री सिक्योरिटी मैनेजर से लेकर जनरल ऑफिस हेड तक का सफर तय किया है, सावधान, मेहनती और जिम्मेदार, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसने कभी कोई बड़ी गलती नहीं की। अगर हम उसके साथ ऐसा करेंगे तो बाकी एम्प्लॉयज का हौसला कैसे नहीं टूटेगा? मैं सही कह रही हूँ या नहीं? कुछ सपोर्टर्स तुरंत बोल पड़े, बिल्कुल सही, बात में दम है, मैं भी सहमत हूँ। मैडम सू अंदर ही अंदर खुश हो गई। सुशिनी ने जवाब नहीं दिया, बोर्ड फिर मेरी तरफ झुक रहा है, बहुत अच्छा, जारी रखो। मैडम सू ने आगे कहा, आज सुबह तुम कह रही थी कि शाउडा अपनी गलती मानकर खुद रिजाइन कर दे, हम उसे चुपचाप कॉम्पेंसेशन भी दे सकते हैं, लेकिन उसके पास मना करने का भी अधिकार है। अगर हम जबरदस्ती उसे निकाल देंगे और मामला आर्बिट्रेशन तक पहुंच गया तो कॉम्पिटिटर्स इसका फायदा उठाएंगे, मीडिया हंगामा मचाएगी, स्टॉक प्राइस और भी फ्लक्चुएट करेगा। और लोग सहमत होने लगे। मैं मैडम सू की बात से सहमत हूँ, ये रिस्क वाकई मौजूद है, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। सुशिनी ने मनी मन सोचा, अभी भी इतनी जिद करनी जरूरी है क्या? आखिर वो बोली, आप कहती है आपके पास रीजंस है, मैं कहती हूँ मेरे पास रीजंस है, ऐसे तो हम कभी भी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाएंगे। सीधा वोट करते हैं, जो लोग मेरे प्रपोजल के सपोर्ट में है हाथ उठाइए। मैडम सू गरो जुटी, मैं देखना चाहती हूँ कौन हिम्मत करता है। सबसे पहले एक आदमी ने सुशिनी के सपोर्ट में हाथ उठाया। मैडम सू ने देखा और सोचा, एक आदमी का सपोर्ट मिल जाना ही मिरेकल है। लेकिन फिर दूसरा हाथ उठा, फिर तीसरा, फिर चौथा। मैडम सू के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। रुको, अभी और भी है, नहीं ये मुमकिन नहीं। याओ होंगलिंग, हान हेमिंग, वाइन वॉनचुंग, सुन याओमिंग और फिर चेनले ने भी हाथ उठा दिया। मैडम सू अपना गुस्सा रोक नहीं पाई, बाकी सबको छोड़ो लेकिन चेनली तुम भी।
यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद तुम कंपनी में आई थी, एक ऑर्डिनरी फाइनेंस क्लर्क से शुरुआत की थी। मैंने तुम्हें एक एक कदम बढ़ाकर आज इस पोजीशन तक पहुंचाया, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। सुशिनी ने तुरंत रोक दिया, मॉम वोटिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस मत कीजिए, वोट कंटिन्यू होने दीजिए। फिर उसे वूचन की बात याद आई, हर किसी को एक्टिवली अपनी तरफ लाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा एटीट्यूड देखना चाहते हैं, तुम्हारी स्ट्रेंथ और ऑथोरिटी देखना चाहते हैं। जैसे उन्हें लगेगा कि तुम पावरफुल हो, वो खुद तुम्हारी साइड आ जाएंगे। सुशिनी ने सोचा, लगता है मुझे और टफ बनना पड़ेगा। उसने टेबल पर उंगलियां थपथपाई, क्या और कोई मेरा सपोर्ट करता है? इस वक्त कंपनी के सबसे सीनियर मेंबर टोंग डुयांग, जो सुरुवैन का सबसे पुराना और भरोसेमंद आदमी था, उसने हल्की सी खांसी की और फिर अपना हाथ उठा दिया। मैडम सू की आंखें फट गई, डुयांग तुम भी? टोंग डुआन ने उनकी बात काट दी, सिस्टर इन लॉ शिनलोंग बड़ी हो गई है, उसकी तरफ देखिए। मैडम सू गुस्से में खड़ी हो गई और टेबल पर जोर से हाथ मारा। देखूं? क्या देखूं मैं? तुम्हारे पास सिर्फ 9 वोट्स हुए, आधा भी नहीं हुआ। मैं देखना चाहती हूँ और कौन मेरे खिलाफ खड़ा होता है। बोर्ड के रूल्स के मुताबिक मेजर रेजोल्यूशंस के लिए 2/3 वोट्स चाहिए थे और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए आधे से ज्यादा। आज का रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी कैटेगरी में था, मतलब पास होने के लिए सिर्फ 1 वोट और चाहिए था। सुशिनी ने धीरे से टेबल पर हाथ रखा, सबकी नजर उस पर टिक गई और उस वक्त उसे वूचन की सबसे इम्पोर्टेंट बात याद आ गई। असली गोल बोर्ड को कंट्रोल करना नहीं है, असली गोल तुम्हारी माँ को हार मानने पर मजबूर करना है। ये अल्टीमेट मूव है, या तो सब कुछ एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुशिनी को महसूस हुआ ये वही पल है। उसने मैडम सू की तरफ देखा और बोली, मॉम क्या आप वाकई इतनी दूर तक जाना चाहती हैं? मैडम सू ने सीधा उसकी आंखों में देखा, हाँ तो मुझे किस बात का डर होना चाहिए? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर सकती? सुशिनी ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं चाहे तो इस वोट को पास होने से रोक सकती हूँ। आप चेयरमैन की वाइफ है, यहाँ बहुत लोग आपकी बात सुनते हैं, लेकिन क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा? क्या ये सू फैमिली के लिए अच्छा होगा? क्या ये कंपनी के लिए अच्छा होगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान से सोचिए कि आज आप असल में क्या कर रही है। हमारा अपना परिवार और कितने दिन तक बाहर वालों के लिए मजाक बना रहेगा? मैडम सू चुप हो गए। उन्होंने कुछ पल सोचा, अगर मैं शिनिन का प्रपोजल रोक देती हूँ तो सू फैमिली में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। बोर्ड 2 कैंप्स में बांट दिए जाएंगे, कंपनी इंटरनल फाइट्स में फंस जाएगी, बिजनेस ऑपरेशंस गिर जाएंगे, स्टॉक प्राइस टूट जाएगी, शिनिन पूरी तरह इनहेरिटेंस की उम्मीद खो देगी और आखिर में कंपनी बर्बाद हो जाएगी। मैडम सू ने दोनों हाथ टेबल पर रखे, फिर धीरे से मुड़कर चल दी। उनके दिल में सिर्फ एक ख्याल था, हम फैमिली है। बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? बस अब बहुत हो गया। सुशिनी ने शांति से बाकी लोगों की तरफ देखा, क्या और कोई सपोर्ट करता है या कोई विरोध में है? सबने अपने हाथ उठा दिए, सभी सहमत थे। फिर सुइंग ने घोषणा की, मीटिंग खत्म होती है, आज से सू फैमिली और जिंगफू ग्रुप के मालिक बदल चुके हैं। दूसरी तरफ लू गुयान परेशान होकर फोन कर रहा था, वूचन मेरे भाई फ्री हो, चलो साथ में लंच करते हैं। वूचन ने पूछा, बॉस लू क्या बात है, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? लू गुयान ने अपना माथा मसला, तू सच में बहुत सीधा है छोटे भाई, सच कहूँ तो मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वूचन ने मनी मन हिसाब लगाया, हम स्पाई मीटिंग में अभी वक्त है, इसलिए उसने हाँ कर दी। ठीक है मैं अभी आता हूँ। दोनों ने वेस्ट सिटी के यूफू रेस्टोरेंट में मिलने का फैसला किया। जैसे लू गुयान ने वूचन को देखा, वो तुरंत उसके पास आया और कंधे पर हाथ मार दिया, तू आ गया छोटे भाई, पता है क्या? लू गुयान थोड़ा रुक गया, फिर अपने बाल पीछे करके बोला, मेरा सर देख। वूचन ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी पहली मोहब्बत ने मारा क्या? लू गुयान ने तुरंत वूचन का हाथ पकड़ लिया, अरे साफ नहीं दिख रहा। उसने मुझ पर चाय का कप फेंक दिया और मुझे घर से निकाल दिया। छोटे भाई कोई तरीका है जिससे वो और उसका बेटा मुझे एक्सेप्ट कर ले? वूचन शांत आवाज में बोला, बॉस लो इतनी जल्दी मत करो, धीरे धीरे उनका दिल जीतो, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, पहले बैठते हैं। लेकिन लू गुयान जल्दी से बोला, छोटे भाई तुम मेरी सिचुएशन जानते हो, मेरा बेटा इंतजार नहीं कर सकता। वूचन फिर भी आराम से बैठ गया, चाय डाली और बोला, पहले बताओ अब तक तुमने क्या क्या किया है? लू गुयान सोचने लगा, सबसे पहले मैं उसके पास गया, फूल खरीदे, रिंग खरीदी, डायमंड्स खरीदे, नेकलेस खरीदा, यहाँ तक कि उसके बेटे के लिए फरारी भी खरीद ली। वूचन ने भाई सिकोड़ ली, बॉस लू तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम उसे ऐसा महसूस करा रहे हो जैसे तुम सिर्फ पैसे फेंक रहे हो। उसने जिंदगी में गरीबी और मुश्किलें देखी है, अब वो पैसे के लिए तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी। तुम जो कुछ भी कर लो उसकी नजरों में वो सिर्फ बेइज्जती और नफरत लग रही है। अचानक लू गुयान को माहियोंग की बात याद आ गई। लू गुयान अगर दोबारा हमारे दरवाजे पे आए ना तो हम घर बदल देंगे, तुम हमें परेशान करके बच नहीं सकते। लू गुयान को जैसे अचानक सब समझ आ गया, तो बात ये है, कोई हैरानी नहीं छोटे भाई, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वूचन ने जवाब दिया, हाँ 2 तरीके हैं, पहला तरीका तुम्हारे बेटे से शुरू होता है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम्हारे बेटी की वजह से माहियोंग धीरे धीरे तुम्हें माफ कर देगी। दूसरा तरीका बहुत तेज है, शायद आज ही काम हो जाए। लू गुयान ने बिना सोचे तुरंत कहा, मैं दूसरा तरीका चुनता हूँ, छोटे भाई बताओ क्या करना है? वूचन थोड़ा हिचकिचाया, ये तरीका बहुत जल्दी काम करेगा, लेकिन
ये देखकर लू गुयान ने तुरंत फोन निकाला। छोटे भाई लेकिन मत बोलो, अगर काम हो सकता है तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। वूचैन ने समझा, ब्रदर लू हर चीज पैसे से नहीं होती, प्लान मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। लू गुयान ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारा ये भाई बेइज्जती से नहीं डरता, बस बताओ क्या करना है। वूचैन उसके करीब झुक गया। ब्रदर लू अगर आप अपनी जिद पकड़ कर रख सकते हो और अपना घमंड छोड़ सकते हो तो हम ये कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों माहियोंग के घर पहुंच गए। शिनचिलांग गार्डन, चियांग रोड, साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट। वूचैन कम्युनिटी के सर्विस रूम में रुक गया। उसने मनी मन सोचा, ब्रदर लू अब सब कुछ आपके ऊपर है। उधर लू गुयान माहियोंग के दरवाजे के सामने खड़ा था और रोने जैसी आवाज में बोल रहा था, वे शाओयांग, शाओयांग घर पर हो शाओयांग। माहियोंग गुस्से से चिल्लाई, कोई घर पर नहीं है, जाकर मर जाओ और कभी यहाँ मत आना। लेकिन लू गुयान फिर भी विनती करता रहा, शाओयांग ऐसा मत करो, पहले दरवाजा तो खोलो। मैं तभी माहियोंग ने जोर से दरवाजा खोला और चिल्लाई, अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, कब तक तमाशा करोगे, निकल जाओ। लू गुयान ने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाने का पैकेट उठाया। नहीं नहीं नहीं, मैं खाना लाया हूँ, फ्रूट पैनकेक्स, जब हम गरीब थे तब हम हमेशा यही खाया करते थे। माहियोंग ने गुस्से में पैकेट को झटके से गिरा दिया, मुझे तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं, निकल जाओ। लू गुयान तुरंत झुककर उसे उठाने लगा। इसी वक्त उसका बेटा मीवी बाहर आ गया। आप क्या उठा रहे हो, आप बस चले क्यों नहीं जाते। माहियोंग पलटकर अपने बेटे पर चिल्लाई, ये तुम्हारा मामला नहीं है, क्या मैंने तुम्हें बाहर आने को कहा था, अपने कमरे में वापस जाओ। लू गुयान ने जल्दी से बीच बचाव किया, माहियोंग गुस्सा मत हो, हमारे बेटे के सामने मत करो, ऐसा मत करो। दोनों लगभग आधे घंटे तक बहस करते रहे। कुछ देर बाद बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आ गए। हम आधे घंटे से सीसीटीवी पर देख रहे हैं, क्या आप लोगों को पता है कि आप पड़ोसियों को परेशान कर रहे हैं, किसी ने कंप्लेंट भी कर दी है। लू गुयान ने तुरंत अपनी गलती मान ली, मेरी ही गलती है। सिक्योरिटी गार्ड ने आगे कहा, अगर फैमिली मेंबर को झगड़ा करना है तो घर के अंदर करो, मेन गेट के सामने खड़े होकर पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब मत करो। माहियोंग ने तुरंत इनकार कर दिया, कौन सी फैमिली, मेरा इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है, मैं इसे जानती तक नहीं, ये हमारे दरवाजे पर आकर हमें परेशान कर रहा है, इसे अभी यहाँ से ले जाओ जल्दी। बिल्डिंग सिक्योरिटी गार्ड लू गुयान की तरफ मुड़कर बोला, सुना आपने, मैडम कह रही कि वो आपको नहीं जानती, तमाशा बंद कीजिए और यहाँ से चले जाइए। लू गुयान गुस्से में बोल पड़ा, मैं नहीं जा रहा, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, तुम लोग बीच में मत आओ। सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब दिया, अरे बुड्ढे अब तो गाली भी देने लगे हो। लू गुयान ने उसका हाथ झटक दिया, तो क्या हुआ अगर गाली दे दी, निकल जाओ यहाँ से, मेरी और मेरी बीवी की लड़ाई है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। ये देखकर सिक्योरिटी टीम जोर से चिल्लाई, ये बुड्ढा सिर्फ गाली नहीं दे रहा, ये हाथ भी उठा रहा है, इसने पहले हाथ लगाया, पकड़ो इसे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने लगातार लू गुयान को लात मारनी शुरू कर दी। मार खाते हुए भी लू गुयान चिल्लाया, अगर हिम्मत है तो मुझे मार ही डालो, चाहे मर भी जाओ फिर भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड्स गालियां देते रहे, पागल आशिक कहीं का साला। सीसीटीवी से सब देख रहा वूचैन भी थोड़ा इम्प्रेस हो गया। ब्रदर लू की एक्टिंग काफी जबरदस्त है, वाकई पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उसने मनी मन सोचा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो अब किसी भी पल। और जैसे ही वूचैन ने ये सोचा, मीवी जोर से चिल्लाया, मेरे डैड को मत मारो। माहियोंग भी तुरंत आगे बढ़ गई, मारना बंद करो। मीवी अपने आप को रोक नहीं पाया और सीधा दौड़ पड़ा, तुम सबको क्या प्रॉब्लम है, आज मेरे डैड को हाथ लगाया है। माहियोंग पूरी ताकत से चिल्लाई, बस करो सब लोग, लड़ाई बंद करो, अभी के अभी रुक जाओ। लू गुयान ने सिर उठाकर माहियोंग की तरफ देखा, उफ, बाल बाल बच गया। माहियोंग का मामला सफलता से सुलझाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी रूम में लौट आए। एक गार्ड ने वूचैन से हाथ मिलाया, सबकी एक्टिंग कितनी रियलिस्टिक थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब पेमेंट लेने का टाइम है। वूचैन ने मनी मन सोचा, रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही निकला जैसे मैंने सोचा था। अकाउंट चेक करने के बाद गार्ड्स खुशी से बोले, अगर बॉस लू और उनकी वाइफ दोबारा लड़े तो हमें जरूर बुलाना, अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया है, अगली बार और रियलिस्टिक एक्टिंग करेंगे। वूचैन ने सीसीटीवी की तरफ देखा और सोचा, अब इस मामले में मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सब ब्रदर लोग खुद संभाल लेंगे, अब असली काम करने का वक्त आ गया है। जैसे ही वूचैन माहियोंग के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से बाहर निकला, उसके फोन पर कॉल आ गई। दूसरी तरफ से एक बेचैन आवाज आई, 3:30 बज चुके हैं, तुम कहाँ हो, तुम्हें मुझसे काम नहीं था क्या। वूचैन ने उल्टा पूछा, तो क्या चाहिए तुम्हें। दूसरी तरफ वाला तुरंत नरम पड़ गया, ब्रो मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, बस बता दो कब आ रहे हो। वूचैन ने बीच में ही रोक दिया, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक 5 मिनट बाद वूचैन डोंगचैंग डिस्ट्रिक्ट के सुडाओ कैफे पहुंच गया। दरवाजा खोलते उसने कहा, काफी देर से वेट कर रहे हो। सामने बेटा स्पाई ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। असल में वो डबल एजेंट कोई और नहीं बल्कि जिंगनांग लोंगडांग सिक्योरिटी ग्रुप का बॉस था। साथ ही जिंगनांग प्रोविंशियल सिक्योरिटी एसोसिएशन का काउंसिल मेंबर और डोंगाई सिटी पीपल्स कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव भी था। मांग जून हाउ ने जवाब नहीं दिया, उसने उल्टा पूछा, वूचैन मुझे फोन तुमने किया था। वूचैन ने शांति से कहा, बिल्कुल फोन मैंने ही किया था। तुम करना क्या चाहते हो, मेरे सबऑर्डिनेट्स को मेरी बेइज्जती वाली कहानियां सुनाओगे और फिर पूरे शहर में फैलाओगे। मांग जून हाउ ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा, तुम आखिर हो कौन। वूचैन बिल्कुल शांत रहा। वो अपने फोन पर उंगलियां चलाता हुआ बोला, मुझे लोगों का गाली देना पसंद नहीं, लगता है आज तुम ढंग से बात नहीं करना चाहते। ठीक है फिर रहने दो, मैं तुम्हें अभी के अभी विदा कर देता हूँ।
तभी फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज जल्दी से बोली, अरे ब्रदर इन लॉ, क्या कोइंसिडेंस है, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाला था। मांग जुनहाओ का चेहरा बदल गया। उसने मनी मन सोचा, ये ली राउटाई की आवाज है। ये आदमी ली राउटाई का ब्रदर इन लॉ है। उम्र भी मैच करती है, चेहरा भी। पिछले कुछ दिनों से डोंगाई में जो अफवाह चल रही थी, ये वाकई वूचैन ही है। कुछ देर तक वूचैन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो ली राउटाई थोड़ा घबरा गया। क्या हुआ ब्रदर इन लॉ, सब ठीक तो है ना? तब वूचैन बोला, तुम्हारे लोगों में गद्दार है, मुझे उसे निपटना है। ली राउटाई तुरंत गुस्से में आ गया। कौन है वो, बस नाम बता दो, मैं अभी के अभी उसकी खबर लेता हूँ। ये सुनते ही मांग जुनहाओ का शरीर कांप गया। वो घुटने के बल गिर गया और वूचैन की पैंट पकड़कर भीख मांगने लगा। वूचैन ने आगे कहा, एम्प्लॉय आईडी 812 तुम्हारे एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। ली राउटाई ने तुरंत जवाब दिया, समझ गया, बस मैं अभी देख रहा हूँ, फोन रखता हूँ ब्रदर इन लॉ। कॉल खत्म हो गई। वूचैन ने मांग जुनहाओ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। मांग जुनहाओ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। जी बिल्कुल कर सकते हैं मिस्टर वू, आप मेरे बड़े भाई हैं। नहीं, आप तो मेरे दादाजी जैसे दर्जा रखते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, जो भी बात करनी है आपके हिसाब से करेंगे। ऊपर पहुंचकर मांग जुनहाओ ने चाय डाली। मिस्टर वू चाय लीजिए। अभी वूचैन का फोन वाइब्रेट हुआ। कॉल लू गुयान की थी। छोटे भाई तुम कहाँ हो? वूचैन ने जवाब दिया, ब्रदर लू, अभी अभी तो आप और भाभी का पैचअप हुआ है, मैं यहाँ एक जरूरी काम संभाल रहा हूँ। लू गुयान ने घबराहट में कहा, तेरा काम मेरा काम है, मुझे एड्रेस भेजो। तुम्हें बताना ही पड़ेगा, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वूचैन ने सोचा कि ये तो और भी अच्छा है। उसे इस वक्त लू गुयान के इन्फ्लुएंस की जरूरत थी, जिससे काम और आसान हो जाता। ये सोचकर वूचैन बोला, ठीक है ब्रदर लू, डोंगचैंग डिस्ट्रिक्ट शूडाओ कैफे 2nd फ्लोर। मांग जुनहाओ ने डरे हुए अंदाज में पूछा, मिस्टर वू कोई और आ रहा है क्या? वूचैन ने जवाब दिया, एक दोस्त आ रहा है, खड़े मत रहो, बैठ जाओ। लेकिन मांग जुनहाओ ने तुरंत मना कर दिया, नहीं नहीं मिस्टर वू, अगर आपका कोई और हुक्म है तो सीधा बता दीजिए। वूचैन ने चाय का कप उठाया, बॉस मैंग, 45 साल पहले तुम डिंगलोंग के आदमी बने थे। इन सालों में तुमने उसके भरोसेमंद लोगों को ली रूबिंग की कंपनी, रेसिडेंशियल कम्युनिटीज और ली राउटाई के आसपास सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में लगवाया। पिछले महीने में जब ली राउटाई के यहाँ से तुम्हारी पोल खुल गई थी, तब तुम मुश्किल से उसकी गन से बचकर निकले थे, लेकिन बचने के तुरंत बाद तुमने उसी को डिंगलोंग के हाथ बेच दिया। मांग जुनहाओ ने दोनों हाथ जोड़ दिया, मिस्टर वू प्लीज और मत कहिए, सीधा ऑर्डर दीजिए, चाहे कर पाऊं या नहीं मैं पूरी कोशिश करूंगा। वूचैन ने शांत लहजे में कहा, मेरा अंदाजा है कि डिंगलोंग बहुत जल्दी मुझे मरवाने के लिए किसी को भेजेगा। मांग जुनहाओ ने जल्दी से सफाई दी, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और आपसे निपटना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वूचैन खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी डेली रूटीन्स और आदतों की इन्फॉर्मेशन जमा करना है। ध्यान से सुनो, जल्दी डिंगलोंग या उसका कोई भरोसेमंद आदमी तुमसे कांटेक्ट करेगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जो भी वो कहे वही करना, समझे? मांग जुनहाओ ने हैरानी से पूछा, तो क्या मुझे पहले से आपको इन्फॉर्म करना होगा या कोई नाटक करना होगा? वूचैन आराम से चाय पीता रहा, कुछ नहीं, बस अपना रोल निभाओ। ली राउटाई को भी कुछ मत बताना, जिंदा बचने का यही एक तरीका है। मांग जुनहाओ चुप हो गया। वो सिर्फ मनी मन सोच सकता था, मुझे कुछ भी नहीं करना। फिर जब आपको पता है कि कुछ होने वाला है तो आप मेरे पास क्यों आए? क्या आप सच में कुछ नहीं करेंगे और मौत का इंतजार करेंगे? जैसे वूचैन उसके मन की बात पढ़ सकता हो, वो बोला, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। डिंगलोंग के डोंगाई वाले लोग, फैंगजी, यांग होंग, शिंगशू, ये सब छोटी मछलियां हैं। मेरे लिए कोई खतरा नहीं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम उनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, इसलिए मुझे तुमसे एक काम करवाना है। बाद में तुम डिंगलोंग को भी एक ऐसा ही गिफ्ट दोगे, लेकिन अभी नहीं। तभी लू गुयान तेज कदमों से अंदर आया, ब्रदर मैं आ गया। वूचैन ने भी हाथ हिलाकर कहा, ब्रदर लू गुयान ने धीमी आवाज में पूछा, बॉस मैन क्या तुम नीचे 20-30 आदमी लेकर आए हो? क्या बात है, मेरे भाई और मेरे खिलाफ कुछ करने का इरादा है क्या? मांग जुनहाओ घबरा गया और तुरंत बोला, बॉस लू नहीं, ये गलतफहमी है। वूचैन ने भी कहा, कुछ नहीं ब्रदर लू, आप अभी आए हो, इतना गुस्सा मत हो, यहाँ सब दोस्त है। मांग जुनहाओ भी तुरंत बोल पड़ा, हाँ हाँ सब दोस्त है बॉस लू, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी और मिस्टर वू की थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है, सच। लू गुयान ने वूचैन की तरफ देखा, सब सेटल हो गया छोटे भाई, वैसे भी मेरे साथ फॉर्मल मत हुआ करो, तेरा काम मेरा काम है। डोंगाई में अगर किसी ने तेरे सर का एक भी बाल छुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते मांग जुनहाओ का बदन कांप गया। वूचैन ने मनी मन सोचा, काम हो गया, आज मैंने लू गुयान का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस उधर लिया है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। अब जब मांग जुनहाओ मुझे देख चुका है तो उसे समझ आ जाएगा कि ली रूबिंग और ली राउटाई के बिना भी मेरे पास अपने पावरफुल कनेक्शंस है। उसकी सोच बदल जाएगी, वो मुझे डिंग और ली जैसे बड़े लोगों की कैटेगरी में रखेगा। ऐसे लोग जिनके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। अब वो सिर्फ डर की वजह से नहीं चलेगा, वो खुद से प्रोएक्टिव होकर काम करेगा और उसकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाएगी। तभी वूचैन का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। कॉलर थी मू टियान टियान। वूचैन ने चिंता से पूछा, क्या हुआ? मू टियान टियान रोते हुए बोली, मैं आपके घर के बाहर खड़ी हूँ। ये सुनते ही वूचैन तुरंत उठ खड़ा हुआ, मुझे जाना होगा ब्रदर लू, मैनेजर वांग, फिर मिलते हैं। मांग जुनहाओ अंदर ही अंदर शॉक हो गया। फोन पर जो आवाज थी वो ली रूबिंग की नहीं थी। उसने मनी मन सोचा, ये वूचैन वाकई कमाल का आदमी है।
लुगुआन ने भी सिर हिला दिया ठीक है। वूचान हवा की तरह गाड़ी चलाकर घर की तरफ निकल गया। रास्ते भर वो मूटी आंटियान से पूछता रहा, मैं आ रहा हूँ, रोना बंद करो, मुझे बताओ क्या हुआ। मूटी आंटियान सिसकाती हुआ बोली, मेरे पेरेंट्स मुझे इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजने चाहते हैं। ये सुनकर मूचान थोड़ा बेबस महसूस करने लगा। उसे लगा इतनी सी बात पर इतना रोना। लेकिन मूटी आंटियान अभी भी रो रही थी। मैं बाहर नहीं जाना चाहती और मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। वूचान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने कहा, दरवाजे के पास जो इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स है उसमें स्पेयर कीज रखी है, उससे दरवाजा खोल लो और मेरे वापस आने तक अंदर वेट करो। कुछ देर बाद मूटी आंटियान घर के अंदर आई। उसी वक्त सू शिनयान अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ पहुंच रही थी। चलते चलते सू शिनयान के मन में एक ही ख्याल था, आज की जीत को वो अपने पति के साथ मिलकर सेलिब्रेट करेगी। दरवाजे तक पहुंचते सू शिनयान को अचानक याद आया, अरे मेरे पास मेरे हस्बैंड के घर की कीज तो है ही नहीं। एक बॉडीगार्ड ने सुझाव दिया, मिस हम लॉक खोल सकते हैं, अंदर जाने के बाद किसी को बुलाकर ठीक करवा देंगे। सू शिनयान ने सिर हिला दिया, ठीक है करो। बॉडीगार्ड ने बड़े ही आसानी से लॉक खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, मूटी आंटियान और सू शिनयान दोनों एक पल के लिए सन रह गई। खामोशी तोड़ते हुए मूटी आंटियान बोली, मिस्सू आप? सू शिनयान ने नरम आवाज में पूछा, मिस्मू तुम वूचान के घर पे क्या कर रही हो, क्या वो घर पर नहीं है? मूटी आंटियान ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, उन्होंने मुझे उनका वेट करने को कहा था, मैंने स्पेयर कीज से अंदर एंट्री की। मिस्सू आप यहाँ क्या कर रही हैं? सू शिनयान ने बॉडीगार्ड को इशारा किया और फिर बोली, वूचान और मैं दोस्त हैं। मूटी आंटियान ने थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, ओ सिर्फ दोस्त? फिर उसने कहा, मिस्सू अंदर आइए। सू शिनयान स्लीपर्स पहनते हुए पूछने लगी, मिस्मू तुम कब आई थी? इस वक्त मूटी आंटियान अपने ही ख्यालों में खो गई थी। इतनी नेचुरली स्लीपर्स चेंज कर रही है, मुझसे इतनी अजीब कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही है। सू शिनयान और वूचान के बीच डेफिनेटली कुछ तो है। सू शिनयान ने दोबारा पूछा, मिस्मू? तब मूटी आंटियान होश में है, ओ मैं आधे घंटे से भी कम पहले आई हूँ। घर के अंदर आते हुए सू शिनयान ने पूछा, ठीक है, क्या वूचान ने बताया कि वो कब वापस आएगा? मूटी आंटियान ने मशीन की तरह जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद सू शिनयान मुस्कुराई, खड़ी क्यों, बैठो, मैं कुछ सामान रख कर आती हूँ। मूटी आंटियान चेयर खींचकर बैठ गई। फिर उसने मनी मन सोचा, उसने मुझे बैठने को कहा और मैं बिना सोचे बैठ गई। नहीं, असली बात यह है कि उसका टोन बिल्कुल घर की मालिक जैसा था। कहीं ये वैसा तो नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ। 2 मिनट बाद सू शिनयान किचन से झाँक बोली, मिस्मू कुछ पीना पसंद करोगी? मुझे लगता है घर में कुछ ड्रिंक्स हैं। मूटी आंटियान अंदर ही अंदर जलन महसूस करने लगी। इन दोनों का सारा सामान एक साथ रखा हुआ है, लगता है काफी टाइम से साथ रह रहे हैं। अचानक उसके मुंह से निकल गया, मिस्मू आप और वूचान क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हो? सू शिनयान ने सीधा जवाब नहीं दिया, उल्टा पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मूटी आंटियान और ज्यादा सोचने लगी, ना मान रही है ना इनकार कर रही है, उल्टा मुझसे पूछ रही है, क्या ये इनडायरेक्टली मान लेना हुआ? ये डोंगाई की नंबर 1 यंग लेडी है, सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर वुमन, और वूचान की औरत। उधर सू शिनयान भी उसे देख रही थी। इंटरेस्टिंग, लगता है ये कोई थ्रेट नहीं है। ड्रिंक्स लाते हुए सू शिनयान ने पूछा, वैसे तुम और वूचान कब से एक दूसरे को जानते हो? मूटी आंटियान ने जवाब दिया, कब से, बस कुछ दिन हुए हैं। सू शिनयान ने उसके हाथ में पानी की बोतल दी, कुछ दिन पहले? ओ तो तुम मुझसे पहले आई थी, लगता है मुझे तुम्हें बड़ी बहन कहना चाहिए। मूटी आंटियान पूरी तरह कंफ्यूज हो गए, हाँ कौन सी बड़ी बहन? सू शिनयान ने समझाना जरूरी नहीं समझा, बस इतना समझ लो सबको मिलजुल कर खुश रहना चाहिए। आधे घंटे बाद वूचान आखिर घर लौटा है। दरवाजा खोलते हुए उसे खाने की खुशबू आई। हम खाने की खुशबू? मूटी आंटियान को कुकिंग भी आती है। जैसे वो अंदर आया उसने देखा कि मूटी आंटियान और सू शिनयान काफी फ्रेंडली लग रही थी। सू शिनयान बोली, गरम है छोटी बहन, आराम से। मूटी आंटियान मुड़कर बोली, वूचान तुम आ गए। सू शिनयान भी मुस्कुरा कर बोली, हस्बैंड जल्दी से हाथ धो लो, डिनर रेडी है। तभी मूटी आंटियान को कुछ याद आया, एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे बड़ी बहन कह रही थी, अब अचानक छोटी बहन कैसे बन गई? वूचान हंसी रोक कर बोला, क्योंकि तुम काफी छोटी हो। मूटी आंटियान तुरंत नाराज हो गई, छोटी? मैं कहाँ से छोटी हूँ भला? फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, और ये क्या है? मिस्सू तुम्हें सीधा हस्बैंड क्यों बुला रही है? तुम दोनों कब साथ आए? वूचान बोला, ऐसे मत बोलो, सुनकर अजीब लगता है। मूटी आंटियान ने नखरे से कहा, अरे अच्छे भाई बताओ ना। तभी सू शिनयान ने पीछे मुड़कर आवाज लगाई, हस्बैंड लिटिल सिस्टर मस्ती बंद करो, जल्दी हाथ धोकर खाना खा लो। मूटी आंटियान ने आदत से मजबूर होकर जवाब दिया, ठीक है मुझे समझ आ गया। फिर उसने मनी मन सोचा, मैं कब से इस बात को एक्सेप्ट करने लगी कि मैं छोटी बहन हूँ। खाने के दौरान सू शिनयान ने वूचान की प्लेट में खाना रखा, हस्बैंड खाना खाओ। वूचान ने पूछा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब ठीक रहा? रिजल्ट तो मुझे पता है, लेकिन प्रोसेस कैसा था? सू शिनयान खुशी से बोले, बिल्कुल वैसा ही जैसे तुमने प्रेडिक्ट किया था, एकदम परफेक्ट। वूचान ने शांत आवाज में सिर हिला दिया, बुरा नहीं, अच्छा है। मोटी आंटियान थोड़ी उदास होकर बोली, वूचान तुम दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हो, ये गलत बात है, लेकिन सच में मुझे कुछ नहीं बताओगे? वूचान अचानक बोला, सू शिनयान ने नहीं बताया तो खुद से गैस कर लो। मोटी आंटियान नाराज हो गई, ठीक है नहीं बताओगे ना तो मैं आज घर नहीं जाऊंगी।
वूचैन ने आराम से जवाब दिया, मत जाओ, घर में रूम्स की कमी नहीं है। मोटी आंटिया ने सुशीनिन की तरफ देखा, और आप मिस्सू? सुशीनिन मुस्कुराई, मैं भी नहीं जा रही। मोटी आंटिया ने मनी मन सोचा, ये तुम दोनों ने खुद कहा है, बाद में मुझे ब्लेम मत करना। रात को सोने का वक्त आया। सुशीनिन ने मोटी आंटियान को एक गेस्ट रूम दिखाया। मिस्मू, तुम यहाँ सो सकती हो, हमें कल सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, हम लोग पहले सोने जा रहे हैं। मोटी आंटियान ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है ठीक है। लेकिन अचानक वो दौड़कर बेड पर गिर गई। नहीं, मैं यही सोऊंगी। फिर उसने मनी मन सोचा, अब देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। सुशीनिन ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और अपने बालों को प्यार से सहलाया, जैसे तुम्हारी मर्जी डार्लिंग। वूचैन ने दोनों लड़कियों को हैरानी से देखा। ठीक है, ये भी चलेगा और भी अच्छा है। उसके बाद तीनों ने पूरी रात जिक्सॉ पजल गेम खेला। जब सब थककर चूर हो गए तब जाकर सो गए। अगली सुबह अलार्म बजा, लेकिन मोटी आंटियन अभी भी गहरी नींद में थी। कल रात बहुत थक गई, थोड़ा और सोना है। सुशीनिन पहले ही उठ चुकी थी। तब वूचैन का फोन बज उठा। दूसरी तरफ से आवाज आई, जल्दी कंपनी आओ। वूचैन ने पूछा, क्या हुआ? फोन की दूसरी तरफ से जवाब आया, मेरे डैड कंपनी में है। ली रूबिंग ने बेचैनी से कहा, बस जल्दी आओ, इस बार हमारी एक्टिंग फेल हो गई है, पहले की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वूचैन ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। काफी देर बाद ली रूबिंग गुस्से से बोली, तुम्हारे अभी आता को 40 मिनट लग गए। वूचैन, क्या तुम्हें बिल्कुल भी जल्दी नहीं है? जल्दी मेरी हेल्प करो, मामला संभालो। ये कहकर उसने वूचैन का हाथ पकड़ लिया। चलो, और दोनों अंदर गए। अंदर पहुंचते ली राउटा ने पूछा, सिस, ब्रदर इन लॉ, तुम दोनों इतनी देर से क्यों आए? डैड काफी देर से वेट कर रहे हैं। ली रूबिंग थोड़ी नर्वस होकर बोली, डैड आप बिना बताए आ गए। ओल्ड ली के बड़े बेटे और टोंग फैमिली के फ्यूचर हेड ली मान गहरी आवाज में बोले, बताता ताकि तुम लोगों को तैयारी करने का टाइम मिल जाए, मुझे हैंडल करने की प्लानिंग कर लो। ली रूबिंग ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे डैड, इतना सरप्राइज अटैक क्यों? अभी वो टाइम नहीं आया, मुझे इतना कंट्रोल मत कीजिए। ली मान गुस्से से बोले, तुम अपने छोटे भाई तक को कंट्रोल नहीं कर पाई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई और तुम चाहती हो कि मैं डोंगाई ना आऊं? ली रूबिंग ने बेचैन होकर कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब ली राउटाई ने कमजोर आवाज में कहा, सिस, मिलते ही झगड़ा मत शुरू करो। ली रूबिंग ने मनी मन सोचा, बिल्कुल सही, अभी लड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। वूचैन ने हाथ बढ़ाकर ली रूबिंग को अपनी तरफ खींच लिया। ली रूबिंग उसके कंधे पर टिक गई। डैड, मैं आपको ऑफिशियली अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती हूँ, ये वूचैन है। फिर उसने वूचैन की तरफ देखा, डार्लिंग ये मेरे डैड है, अभी अंकल बुलाओ, शादी के बाद टाइटल बदल देना। वूचैन ने मुस्कुरा कर कहा, अंकल आपसे मिलकर खुशी हुई। ली रूबिंग ली मान के एक्सप्रेशन को देखकर और भी हैरान रह गई। डैड को क्या हो गया है, आज इतनी अजीब क्यों लग रहे हैं? ली राउटाई सिर्फ मनी मन माफी मांग सकता था। सॉरी सिस, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। डैड जब डोंगा आए थे तब और भी ज्यादा डरावने थे। अचानक ली मैन ने टेबल पर डॉक्यूमेंट्स पटक दिए। तुम और तुम्हारी बहन मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? ली राउटा घबरा गया। डैड, आपको मेरी बात पर भरोसा करना होगा, मैंने सच में पूरी जान लगाकर इन्वेस्टिगेशन की है। वूचैन बचपन में किसी किंडरगार्टन में गया था, काउंटी हॉस्पिटल के बर्थ रिकॉर्ड्स तक सब यहाँ है। ली मान ने हाथ बांध लिया, मुझे इसमें से एक शब्द पर भी भरोसा नहीं। ये वूचैन नहीं है, असली वूचैन शायद मर चुका है, ये उसकी जगह एक्टिंग कर रहा है, इसलिए तुम जितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर लो कुछ नहीं मिलेगा। ली राउटाई ने डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखा। डैड, ये इम्पॉसिबल है, हमने साथ में खाना खाया था, उसने जो चॉपस्टिक्स यूज की थी मैंने वो कलेक्ट करवाई और उसका डीएनए भी टेस्ट के लिए भेजा। रिपोर्ट्स यहाँ है, दोनों रिलेटेड निकले। ली मान बोले, तो फिर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ये ली रूबिंग की एक और चाल है, बिल्कुल उन फेक बॉयफ्रेंड्स की तरह जो पहले भी लाए गए थे। वूचैन के पिछले कुछ दिनों के सारे एक्शंस पहले से प्लान किए गए थे। मनी मन ली मैन ने सोचा, मैं यहाँ तुम्हारा झूठ पकड़ने आया हूँ। फिर वो वूचैन की तरफ मुड़े। वूचैन बैठो, तुम अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो ना? ली रूबिंग और ली राउटा दोनों ने नोटिस किया कि उनके डैड की टोन और नजर बदल गई थी। वूचैन शांति से बैठ गया। जी, मैंने पहले ली रूबिंग की कंपनी में काम करता था। ली मान ने पूछा, कॉलेज में क्या पढ़ा और फ्यूचर के प्लान्स क्या है? वूचैन ने शांति से जवाब दिया, कंप्यूटर साइंस और एआई स्पेशलाइजेशन। फिलहाल मैं ली रूबिंग को कंपनी लिस्टिंग में हेल्प कर रहा हूँ। ली मान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यंग मैन, काफी एम्बिशियस लगते हो। वैसे लिटिल वू, तुम्हारे हॉबीज क्या हैं? मनी मन ली मान सोच रहे थे। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक जवाब दे रहा है, मतलब सब पहले से रिहर्स किया हुआ है। चलो अब दूसरी डायरेक्शन से टेस्ट करता हूँ। वूचैन ने शांति से जवाब दिया, काफी सारी है, लॉ, पेंटिंग, म्यूजिक, फ्री स्टाइल रेसलिंग, कार्स। ली रूबिंग थोड़ी चिंतित हो गई। डैड इस बार बहुत डिटेल्स में पूछ रहे हैं। तब वूचैन ने आराम से एक और हॉबी जोड़ दी, और लॉलीपॉप्स। ली मान हैरान हो गए। हाँ लॉलीपॉप्स, तुम लॉलीपॉप्स को भी जानती हो? ली रूबिंग भी उलझन में पड़ गई। ये ठीक नहीं हुआ, वूचैन के बैकग्राउंड में लॉलीपॉप का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इतनी बेसिक गलती कैसे कर दी? लेकिन वूचैन शांत रहा। हाँ, बचपन में ज्यादातर लड़कों की तरह मुझे भी लॉलीपॉप में इंटरेस्ट था। बड़ा होने पर मैंने इंटरनेट पर लॉलीपॉप्स के बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े और कुछ ब्लूप्रिंट्स भी देखे। आखिर मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, रिसर्च करना मुश्किल नहीं था।
वैसे मैंने असली लॉलीपॉप कभी प्रॉपरली यूज नहीं की, लेकिन कॉलेज के सेकेंड ईयर में मैंने खुद एक मॉडल लॉलीपॉप बनाई थी। मेटल की नहीं, लकड़ी की। उसका स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स काफी हद तक एक्यूरेट थे, इसलिए मुझे लगता है कि लॉलीपॉप्स के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है। ली रूबिंग ने चुपके से राहत की सांस ली। फ्यू, किसी तरह सिचुएशन संभाल ली। लेकिन वूचन क्या कर रहा है? जानबूझकर खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है? लीमान ने अपनी चीन को सहलाया। ली राउटाई, क्या तुम्हारे पास कोई लॉलीपॉप है? ली राउटाई ने हैरानी से जवाब दिया, डैड है तो सही। लीमान ने हुक्म दिया, तो वूचन को दे दो। ली राउटाई हकलाते हुए बोला, जी ब्रदर इन लॉ, लीजिए। लीमान ने कहा, वूचन क्या तुम इस को पहचानते हो? मुझे इसके बारे में बताओ। वूचन ने लॉलीपॉप को ध्यान से देखा और बोला, ये TPE 92 है। इसे TPE 54 को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया था। 1994 में अप्रूवल मिला था। इसके पुलिस और मिलिट्री दोनों वर्जन हैं। पुलिस वर्जन में फायरिंग पिन सेफ्टी होती है। ये जो है मिलिट्री वर्जन लग रहा है। रिकॉइल ऑपरेटेड सेमी ऑटोमेटिक, रिकॉइल कम, एक्यूरेसी ज्यादा। ये सुनकर ली रूबिंग और भी ज्यादा परेशान हो गई। वूचन आखिर कर क्या रहा है? डैड को मिलिट्री के टाइम से लॉलीपॉप्स पसंद है। क्या वो जानबूझकर ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि उसे सालों से लॉलीपॉप्स का ऑब्सेशन है? कॉमन हॉबी के जरिए डिस्टेंस कम करना चाहता है, लेकिन ये वूचन की स्टाइल नहीं है। उसका असली पर्पस क्या है? वूचन ने मैगजीन निकाली और फिर लॉलीपॉप को हाथ में तोड़ते हुए बोला, इस वेट से अगर मैं गलत नहीं हूँ, इसमें 6 लॉलीपॉप्स है। उसने मैगजीन खोली। लॉलीपॉप टेबल पर गिरने लगी। वूचन मुस्कुराया, देखो 6 लॉलीपॉप्स, मेरा अंदाजा सही था। ली रूबिंग की आंखें फट गई। सिर्फ वेट पकड़कर लॉलीपॉप्स की गिनती बता दी। ये तभी मुमकिन है जब किसी ने लॉलीपॉप्स बहुत हैंडल की हो। क्या वूचन सच में खुद को एक्सपोज करना चाहता है? उधर लीमैन भी चुपचाप उसका असेसमेंट कर रहा था। ये लड़का जानबूझकर अपनी पोल खोल रहा है, मतलब अपने पहले वाले एक्सक्यूजेस खुद तोड़ रहा है। ये पूरा वक्त झूठ बोल रहा था। वूचन के अंदर कोई बड़ी बात छुपी हुई है। नहीं, उसका प्रॉब्लम होना ही उसका ऑब्जेक्टिव लग रहा है। अगर ये ली रूबिंग का बॉयफ्रेंड है तो आम इंसान नहीं हो सकता। डोंगाई में इतना हंगामा खड़ा करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना जरूरी है, और उसकी ये रिएक्शन प्रूव करती है कि ली रूबिंग के साथ इसका रिलेशनशिप असली है। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। इस अननोन ओरिजिन वाले आदमी का असली मकसद क्या है? काफी देर तक इवेल्युएट करने के बाद लीमान ने आखिर कहा, लगता है वूचन में सच में स्किल्स है। वूचन हल्का सा मुस्कुराया, बस ठीक ठाक, वरना मैं ली रूबिंग से पहली नजर में प्यार कैसे कर बैठता। फिर उसने कहा, अंकल क्या हम दोनों थोड़ी देर के लिए प्राइवेट बात कर सकते हैं? ली रूबिंग ने तुरंत वूचन का हाथ पकड़ लिया। प्राइवेट बात? मेरे पीछे क्या बात करनी है? वूचन के जवाब देने से पहले लीमान बोल पड़े, ली रूबिंग अपने छोटे भाई को लेकर बाहर जाओ। ली रूबिंग नाराज हो गए, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। क्या मैं इतनी भी लायक नहीं हूँ कि जो बात करनी है वो सुन सकूं? लीमान ने शांत आवाज में कहा, प्राइवेट बात करने की डिमांड तुम्हारे वूचन ने की है, मुझसे क्यों लड़ रही हो? वूचन ने ली रूबिंग का हाथ थामा और उसे समझाया, ली रूबिंग अगर तुम यहाँ रहोगी तो अंकल तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल रखते रहेंगे और कुछ बातें खुलकर नहीं हो पाएगी। ली रूबिंग धीरे से खड़ी हो गई। ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। जैसे ही ली रूबिंग बाहर गई, ली राउटाई भी बोला, ठीक है डैड, ब्रदर इन लॉ, आप दोनों बात कीजिए, मैं और सिर्फ बाहर वेट करते हैं। रूम से बाहर निकलते ही ली रूबिंग ने पूछा, ली राउटाई मेरे रूम में सीसीटीवी है ना? ली राउटाई ने जवाब दिया, हाँ है। ली रूबिंग बोली, चलो सीसीटीवी देखते हैं। इसी वक्त प्राइवेट रूम में लीमान ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, ली रूबिंग तुम्हारी बात काफी मानती है। वूचन खड़ा हो गया, वो हमेशा मुझसे मोरालिटी और प्रिंसिपल्स का लेक्चर देती रहती है। अंकल 1 मिनट। यह कहकर वूचन ने छुपे हुए कैमरास और वॉइस रिकॉर्डर डिवाइसेस निकाल दिए। सर्वेलेंस रूम में ली राउटाई स्क्रीन को देखकर चौंक गई। ली राउटाई तुम्हारे सीसीटीवी को क्या हुआ? ली राउटाई बेचारा सिर्फ इतना कह सका, शायद नकली माल खरीद लिया, फिक्र मत करो सिस, और भी कैमरास लगे हुए हैं। उधर रूम के अंदर वूचन एक एक करके सारे हिडन कैमरास निकालता गया। आखिरी कैमरा भी हटाने के बाद उसने कहा, ठीक है अंकल, अब हम बात कर सकते हैं। लेकिन उसके बोलने से पहले ही लीमान ने लॉलीपॉप उठाकर सीधा उसके सिर पर टांग दी। तुम कौन हो? मेरी बेटी के पास किस मकसद से आए हो? तुम्हारी हर हरकत सर्विलेंस में क्यों लगती है? सर्विलेंस रूम में ली रूबिंग हैरान रह गई। ली राउटाई अभी तक इमेज आ रही थी, अब सब गायब कैसे हो गया? ली राउटाई ने बेबस होकर कहा, मुझे भी नहीं पता सीस। प्राइवेट रूम के अंदर वूचन सीधा लीमान के सामने खड़ा रहा। वाह, सच में पूरी फैमिली एक जैसी है। ली रूबिंग और ली राउटाई ने भी पहली मुलाकात में ही मुझ पर ऐसी ही लॉलीपॉप तानी थी। वैसे अंकल मुझे लगता है लॉलीपॉप्स में छोटे लॉलीपॉप्स नहीं है। लीमान ने लॉलीपॉप वापस टेबल पर रख दी। तुम में हिम्मत है, सीधी बात करो, मेरी बेटी को डेट करने का असली मकसद क्या है? वूचन सिर्फ मुस्कुराया, मुझे आपकी बेटी पसंद है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बच्चों की माँ बने, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या अंकल? लीमान मनी मन सोचने लगा, मेरे सामने इतनी सीधी बात करना, ये तो सीधा साधा चैलेंज है। लेकिन इससे एक बात साफ है, ये मुझसे बिल्कुल नहीं डरता। लीमान ने ठंडी सांस छोड़ी। ठीक है, गोल गोल बातें बंद करते हैं, असली मुद्दे पर आओ।
अब वूचान भी फॉर्मेलिटी छोड़ चुका था। अंकल, मुझे लगता है आपको ली रूबिंग की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप सिर्फ फैमिली के इंटरेस्ट की परवाह करते हैं। आप डिंग लॉन्ग के कैरेक्टर को अच्छी तरह जानते हैं, उसकी आदतें भी, उसकी मॉरलिटी भी, फिर भी आप ली रूबिंग को उससे शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं। एक बात बताइए, क्या आपको डर नहीं लगता कि एक दिन ली रूबिंग गुस्से में आकर डिंग लॉन्ग को लॉलीपॉप मार देगी? ली मान ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। यंग मैन, तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो? उधर ली रूबिंग बेचैन होकर इधर उधर चल रही थी। ये ठीक नहीं है, मुझे पता लगाना ही होगा कि वूचान और डैड क्या बात कर रहे हैं। ली राउटाई, चलो उनके रूम के पीछे वाले लाउंज में। दोनों लाउंज तक पहुंच गए। ली रूबिंग ने एक कप दीवार से लगाकर सुनने की कोशिश की। यह जगह उनके सोफा के बिल्कुल पीछे होनी चाहिए। डैम इट, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। ली रूबिंग बेचारी सी लगने लगी। ली राउटाई ने कहा, सिर्फ मैंने रूम डेकोरेट करते वक्त सबसे अच्छा साउंड प्रूफिंग मटेरियल यूज किया था। अंदर वूचान ने बात जारी रखते हुए कहा, अंकल, मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि डिंग लॉन्ग बहुत जिद्दी आदमी है, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे नहीं लगता कि उसके पास ज्यादा वक्त बचा है, और लॉन्ग फैमिली के पास भी। अंकल, आपको डोंगडाओ याद है? लीमान ने जवाब दिया, वो यंगर जनरेशन का लड़का। मैंने सुना था 5 साल पहले दुखदाई तरीके से डूबकर मर गया। तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? वूचान ने सीधा जवाब दिया, वो डूबकर नहीं मरा था, उसका मर्डर हुआ था। लीमान तुरंत बोले, इम्पॉसिबल। उस वक्त डोंग फैमिली डिंग फैमिली से आधे लेवल नीचे थी। अगर वैसा होता भी तो उसे छुपाया नहीं जा सकता था। और डिंग फैमिली एक मिडिल स्कूल के बच्चे को क्यों मारेगी? ना एविडेंस है, ना लॉजिक। वूचान ने फोन निकाला। अंकल, मैंने नहीं कहा कि डिंग फैमिली ने किया, मैं कह रहा हूँ कि डिंग लॉन्ग ने किया। मोटिवेशन देखिए, ये औरत लिंग युआन, जिसे शिंग शिंग भी कहा जाता है, उस वक्त बहुत सारे अमीर और पावरफुल लोग उसके पीछे थे, लेकिन उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। वो सिर्फ डोंगडाओ के करीब आए क्योंकि वो उसे ट्यूशन देता था। डिंग लॉन्ग की जिद की वजह से डोंगडाओ मरा। उसने शिशिन को बाहर ले गया और डांगडाओ को उसकी आंखों के सामने मार दिया। शिशिन सिर्फ डर की वजह से डिंगलॉन्ग के साथ रही। मैंने उसे कांटेक्ट भी कर चुका हूँ। वो सच में डिंगलॉन्ग से नफरत करती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो टेस्टिमनी देगी। लीमान एकदम से खड़े हो गए। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वूचान बिल्कुल शांत रहा। अंकल, आप इतना गुस्से में क्यों आ रहे हैं? मुझे लगता है कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। लीमान के दिमाग में कैलकुलेशन चल रहे थे। डोंग फैमिली पिछले कुछ सालों में काफी ऊपर आ गई है। अगर ये बात बाहर निकली तो कई बड़ी फैमिलीज के बीच वॉर शुरू हो सकती है। ली और डिंग फैमिलीज अलायंस में है। अगर डिंग फैमिली पर वॉर हुआ तो ली फैमिली साइड में खड़ी नहीं रह सकती। वूचान ने बात जारी रखी। फैमिलीज के अंदर डिंग फैमिली और डोंग फैमिली ली फैमिली के सबसे बड़े अलाइज हैं। ली रूबिंग की अभी तक डिंग फैमिली में शादी नहीं हुई, तो कॉपरेशन बदला जा सकता है। मैं सही कह रहा हूँ ना? उस पर लीमान को लगा कि सब समझ आ गया। ये लड़का किसी के कहने पर आया है। इसका मकसद ली और डिंग फैमिली का अलायंस तोड़ना है। उधर वेटिंग रूम में ली रूबिंग इलेक्ट्रिक ड्रिल लेकर दीवार में छेद करने की कोशिश कर रही थी। अगर दीवार पलटी हो जाए तो कुछ न कुछ सुनाई देगा। ली राउटा घबरा कर बोला, सिस ऐसा मत करो, चाहे साउंड प्रूफिंग कितनी भी अच्छी हो, ड्रिल की आवाज और वाइब्रेशन डैड और ब्रदर इन लॉ दोनों को पता चल जाएगी। ली रूबिंग ने तुरंत जवाब दिया, तो तुम कोई और तरीका ढूंढो, मुझे जानना है कि वो बात क्या कर रहे हैं। ली राउटाई बेचारा बोला, सिस मेरे पास सच में कोई आइडिया नहीं है। उधर प्राइवेट रूम का माहौल और भी टेंस हो चुका था। वूचान ने समझाया, अंकल आप गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ ली रूबिंग और आपकी फैमिली की चिंता कर रहा हूँ। आज के टाइम पर डोंग फैमिली भी बुरी चॉइस नहीं है। डोंगडाओ का कजिन डोंग याकू अभी अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई है। मुझे लगता है उसकी और ली राउटाई की जोड़ी अच्छी रहेगी। लीमान ठंडी हंसी हंसे, यंग मैन तुम काफी मजाकिया हो। फैमिली अलायंसेस इतनी आसानी से नहीं होती। ली और डोंग फैमिली के बीच मिनिमम ट्रस्ट भी नहीं है। एक दूसरे को प्रॉपरली जानते तक नहीं, शादी कैसे हो सकती है? वूचान ने फिर फोन उठाया, अगर आपको ये फिजिबल लगता है तो मैं अभी के अभी अरेंज कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। लीमान अंदर ही अंदर चौंक गया। ये मजाक नहीं कर रहा, लेकिन डोंग फैमिली से शादी का वक्त अभी नहीं है। उन्होंने जल्दी से रोक दिया, 1 मिनट पहले मुझे बताओ तुम्हारा असली गोल क्या है? वूचान ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं सिर्फ डिंगलॉन्ग को मारना चाहता हूँ क्योंकि आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। डिंगलॉन्ग मेरी औरत को छीनना चाहता है। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो वो मुझे मारने आ जाएगा। हम दोनों में से किसी एक को मरना ही होगा। जब तक एक नहीं मरता ये खत्म नहीं होगा, इसलिए डिंगलॉन्ग को मरना ही पड़ेगा। लीमान ने पूछा, क्या तुम्हारे पास वे फैमिली के ब्लैक रिसोर्सेस हैं? वूचान ने कैजुअली जवाब दिया, बिल्कुल। अगर अगले 6 महीने तक आप ली रूबिंग और मुझे तंग नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लीमान ने कुछ देर तक सोचा, फिर बोले, डील। 2 घंटे बाद वेटिंग रूम में ली रूबिंग अभी भी ईव्सड्रॉप करने का तरीका ढूंढ रही थी। ये छोटा सा हॉल है, यहाँ कुछ ना कुछ तो सुनाई देना चाहिए। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आज दीवार पटली नहीं कर सकती। ली राउटाई ने फिर रोक दिया, सिर्फ बस करो, डैड और ब्रदर इन लॉ बाहर आ रहे हैं। ली रूबिंग एकदम से चौंक गई, क्या बाहर आ रहे हैं? वो दौड़कर दरवाजे तक गई। जैसे ही वूचान बाहर निकला उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हनी बातें खत्म हो गई? वूचान ने भी साथ दिया, हाँ खत्म हो गई। ली रूबिंग तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई, रास्ता रोक दिया। रुको, तुम्हें जलन हो रही है? वूचान ने पूछा। ठीक है, मैं अब तुम्हें और टीज नहीं करूंगा। मैंने डिंगलॉन्ग के काले कारनामे वाले सारे मटेरियल्स तुम्हारे डैड को दे दिए और वीजा वाले इश्यूज के बारे में भी बात कर ली।
फिर वू चैन ने डोंगडाओ और शियाशिन की पूरी कहानी सुना दी। ली रुबिंग ने मन ही मन सोचा तो डोंग फैमिली का ये बॉम्ब जब फटेगा और भी ज्यादा लोग डिंगलोंग को मरा हुआ देखना चाहेंगे। फिर ली रुबिंग ने वू चैन का कॉलर पकड़ लिया। बहुत बढ़िया काम किया है मेरे प्यारे वू चैन, बताओ रिवॉर्ड चाहिए? वू चैन ने मुस्कुराते हुए पूछा, पक्का यहीं पर? शायद सामने वाली बिल्डिंग से पता नहीं कितने लोग देख रहे होंगे। ली रुबिंग ने उसे धक्का दे दिया। कैसी बकवास सोच रहे हो तुम? ठीक है तुम कमा लो मेरे प्यारे वू चैन, पर अगर तुम इतने कैपेबल हो तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? वू चैन खुशी से बोला, तुम भी तो मुझे पसंद करती हो है ना, क्या ये मेरी भी एक एडवांटेज मानी जाएगी? ली रुबिंग ने अपने बाल ठीक किया। मैं मानती हूँ कि तुम बिल्कुल वैसा ही हो जैसे मैंने अपने पार्टनर के बारे में इमेजिन किया था, खासकर तुम्हारी स्ट्रेंथ। हाँ मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन ली रुबिंग, चाहे मैं तुमसे प्यार करती हूँ फिर भी मैं कोई सीधी सादी बिल्ली नहीं बनूंगी, इसलिए तुम ही सीधे साधे बन जाओ मिस्टर वू। वू चैन ने ताली बजाई। वाह क्या स्पीच थी मिस लू, गुड लक। ओ हाँ तुम मुझे रिवॉर्ड देना चाहते थे ना, यहाँ आओ मेरे कंधे दबा दो। ली रुबिंग ने जवाब दिया, पहले मुझे रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट करोगे तो मसाज मिलेगा। वू चैन ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर को हल्का सा रब किया। मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, लगता है मुझे किसी और को ढूंढना पड़ेगा। ली रुबिंग ने मुड़कर पूछा, कौन? सु शिनियन? वू चैन ने थोड़ी देर सोचा, नहीं शिनियन भी काम में बहुत बिजी रहती है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। ली रुबिंग ने भाई सिकुड़ी, तो फिर कौन? वू चैन ने एक आंख बंद करके दूसरी खोली। अभी मेरी औरत तो नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ पहचान बढ़ानी हो तो उससे मेरे कंधे दबवा लेना बिल्कुल आसान है। तुमसे छोटी, तुमसे ज्यादा खूबसूरत और तुमसे ज्यादा अमीर। ली रुबिंग ने तुरंत पूछा, कौन? डोंगाई की एक लड़की। वू चैन ने फोन निकाला। अब और गैस मत करो, तुम नहीं पहचान पाओगे, मैंने स्पीकर ऑन कर दिया है। कुछ टाइम के बाद सामने से आवाज आई, हेलो कौन बोल रहा है? वू चैन ने तुरंत जवाब दिया, हेलो सीनियर सॉन्ग, मैं भी डोंगाई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, इसी साल ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैंने सुना है कि सीनियर सॉन्ग्स कलेक्ट करती है। सही, मेरे पास कुछ गाने हैं। सामने वाली आवाज बोली, आप सीनियर है, सच में सॉन्ग्स है क्या आपके पास? वू चैन बोला, हाँ हर टाइप के, तुम्हारी पसंद की चीज जरूर मिलेगी। सामने वाली लड़की ने हंसी के साथ बोला, ये बात तो बहुत लोग बोल चुके हैं पर कुछ खास नहीं होता, मेरे खुद के लिखे हुए गाने ज्यादा अच्छे हैं। वू चैन बोला, पहले माल देख लो फिर विश्वास कर लो। लड़की खुश होकर बोली, ठीक है अगर अभी टाइम है तो सीबीडी कैफे आ जाओ। वू चैन ने कहा, ठीक है मिलते हैं फिर। ली रुबिंग ने मन ही मन सोचा, डोंगाई यूनिवर्सिटी में मुझसे ज्यादा खूबसूरत और अमीर लड़की जिसका सरनेम सॉन्ग है, लेकिन डोंगाई के टॉप 10 मैग्नेट्स में तो कोई सॉन्ग सरनेम नहीं है, तो क्या वो लड़की है? फिर ली रुबिंग ने आंखें फाड़ते हुए पूछा, डार्लिंग वही जिसे तुम एडमायर करते हो वो वू फैमिली वाली तो नहीं? वू चैन ने सिर हिला दिया, हाँ वूडोंग की बेटी। ली रुबिंग की आंखें फट गई। तुम वूडोंग की बेटी के पास जाने वाले हो और उससे अपने कंधे दबाने को कहोगे? तुम्हें डर नहीं लगता कि वूडोंग को पता चल गया तो? वूडोंग मेरी आइडल है, डोंगाई की टॉप 3 वेल्दी फैमिलीज में से एक, सैम लैम फैशन की फाउंडर। डिवोर्स के बाद उसने अपनी बेटी की कस्टडी जीती, अपने एक्स हस्बैंड की फैमिली को बिजनेस कंपटीशन में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उसके एक्स हस्बैंड को मौत तक मजबूर कर दिया। वो डोंगाई बिजनेस वर्ल्ड की ब्लैक विडो है, उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। वू चैन हंस पड़ा, मुझे पता है, लेकिन मुझे उसका एक और टाइटल भी पता है, जब वो जवान थी डोंगाई की नंबर 1 ब्यूटी। ली रुबिंग परेशान हो गए, प्लीज ध्यान से सोचना, कोई उल्टा सीधा काम मत करना, ठीक है? बस मसाज के लिए मेरे घर आ जाना आज रात, सिर्फ मसाज नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, बस वूडोंग की बेटी के पास मत जाना। वू चैन थोड़ा नाराज हुआ, ली रुबिंग मुझे लगता है तुम कुछ गलत समझ रही हो, सोंगशुआन को ढूंढना, मसाज तो सिर्फ एक बहाना है, समझी? ली रुबिंग और गुस्सा हो गई, तो फिर तुम असल में क्या करना चाहते हो? वू चैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, इतना मत सोचो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा, रिलैक्स, मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद सीबीडी कैफे में वू चैन ने पहले बात शुरू की। स्टूडेंट सोंगशुआन ने उत्साह से अपना हाथ बढ़ाया, आप मुझसे सीनियर है ना, चलिए ऑफिशियली मिलते हैं। वू चैन ने उसे हैंडशेक किया, हेलो सोंगशुआन, मैं वू चैन हूँ। सोंगशुआन ने विनम्रता से कहा, सीनियर प्लीज बैठिए, आप क्या पियेंगे? वू चैन ने मना कर दिया, नहीं थैंक यू। सोंगशुआन सीधा मुद्दे पर आ गई, अच्छा तो मटेरियल लाए हैं, यूएसबी ड्राइव में है या हैंड रिटर्न? वू चैन ने पूछा, तुम वो चीज लाई हो, किस लिए? सोंगशुआन हैरान हो गए, हाँ मेरे लिए अभी लिखने वाले हैं। वू चैन ने अपने सिर की तरफ इशारा किया, सब कुछ यही याद है। सोंगशुआन ने शक भरी नजर से पूछा, सीनियर आप मुझे बेवकूफ बनाने तो नहीं आए ना, ऐसा करोगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। वू चैन ने सोंगशुआन के हाथ से नोटबुक और पेन लिया और लिखना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद वू चैन सारे लिरिक्स लिख चुका था। सोंगशुआन ने गाने का टाइटल पढ़ा, सोल रेमेडी। वो अंदर ही अंदर हैरान रह गई, इसने तो रीमिक्स भी लिख दिया, अरेंजमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे वो भी नोट किया है। क्या ये सीनियर वू चैन मुझे बेवकूफ बना रहा है? लेकिन जब उसने गाने को अपने दिमाग में गाया तो उसे महसूस हुआ कि गाना बुरा नहीं था, बल्कि उसके पहले रिकॉर्ड किए हुए गानों से थोड़ा बेहतर था। वू चैन बोला, स्टूडेंट सॉन्ग खरीदना चाहती हो? सोंगशुआन की आंखें चमक उठी, हाँ। वू चैन ने पूछा, कितना ऑफर कर सकती हो? सोंगशुआन बोले, 1000। वू चैन संतुष्ट नहीं हुआ, मैंने अरेंजमेंट्स भी किए हैं। सोंगशुआन ने दाम बढ़ाया तो 2000।
वूचैन चुप रहा। सोंगशुआन ने फिर कहा 3000। तब वूचैन ने सीधा अपनी प्राइस बता दी 1 लाख। सोंगशुआन एकदम से चौंक गई। सीनियर, आप मजाक करने आए हो क्या? क्या आपको लगता है मैं इतनी आसान हूँ जिसे लूट सकते हो? वूचैन ने उसके एटीट्यूड पर ध्यान ही नहीं दिया। 1 लाख स्टूडेंट सॉन्ग, तुम्हें सिर्फ ये बताना कि एक्सेप्ट करती हो या नहीं। प्राइस नेगोशिएबल नहीं है, मेरे पास और भी कुछ गाने हैं, सब इसी प्राइस पर। सोंगशुआन ने नोटबुक वापस उसकी तरफ धकेल दी। ऑफ कोर्स एक्सेप्ट नहीं करती। वूचैन ने नोटबुक फिर उसकी तरफ सरका दी तो फिर कहने को कुछ नहीं बचा। हम अभी अभी मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम वो टाइप की इंसान नहीं हो जो म्यूजिक के या लिरिक्स चुरा ले। मैं पेजेस फाड़ूंगा भी नहीं। ये नोटबुक काफी सुंदर है, 2 पेजेस फाड़ दिए तो इसका परफेक्शन खराब हो जाएगा, इसलिए गुड बाय। सोंगशुआन ने धीरे से गाली दी, वियर्डो कहीं का। उसके बाद वूचैन एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो गया। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा कर कहा, हेलो, वेलकम टू वेशान म्यूजिक। वूचैन ने सीधा अपनी रिक्वेस्ट रखी, मुझे एक गाना रिकॉर्ड करना है, मुझे 3 घंटे के लिए स्टूडियो रेंट पर चाहिए। रिसेप्शनिस्ट तुरंत रास्ता दिखाने लगी, जी इस तरफ। वूचैन ने मनी मत सोचा, पिछले काउंटलेस रिसेट्स में सोल रेमेडी अनेक बार वेरीफाई हो चुका है। ये एक ऐसा गाना है जो एक दिन जरूर हिट होगा। स्टूडेंट सॉन्ग, मैं इंतजार करूंगा कि तुम खुद मेरे पास वापस आओ। रिसेप्शनिस्ट उसे स्टूडियो के अंदर ले गई और पूछा, क्या आपको ऑडियो एडिटर या मिक्सिंग एक्सपर्ट चाहिए? वूचैन ने मना कर दिया, जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। 3 घंटे बाद वूचैन ने खुद से कहा, रिकॉर्डिंग कंप्लीट, अब घर जाकर गाना पब्लिश करना चाहिए। जब वूचैन पार्किंग गैराज की तरफ जा रहा था, उसका फोन बज उठा। सुशिनिन ने शिकायत भरे अंदाज में पूछा, हस्बैंड, तुमने 3 घंटे तक फोन नहीं उठाया। वूचैन आराम से बोला, शिनिन, मैं अभी बिजी था, क्या हुआ? सुशिनिन खुशी से बोले, टियान ने चिंफू में इंटर्नशिप शुरू कर दी है, अब उसे अब्रॉड पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वूचैन ने सीट बेल्ट बांधते हुए कहा, बहुत बढ़िया, शिनिन कमाल की है। सुशिनिन थोड़ी उदास होकर बोली, हस्बैंड, मैं आज तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मुझे अपने पेरेंट्स के घर वापस जाना पड़ेगा। अगर मैं रोज घर नहीं गई तो उन्हें शक हो जाएगा। वूचैन ने उसे तसल्ली दी, कोई बात नहीं, वैसे भी आज मुझे भी कुछ काम है। सुशिनिन ने नरम आवाज में कहा, ठीक है, तुम अपना काम करो, किसी और दिन मिलते हैं। फोन कट होने के बाद वूचैन गाड़ी चला रहा था जब उसने नोटिस किया कि एक कार उसका पीछा कर रही है। उसने नंबर प्लेट देखी और सोचा, ये डोंगाई की नंबर प्लेट नहीं है, ये डिंगलोंग के लोग हैं। मुझे अभी म्यूजिक पब्लिश करना है, मेरे पास तुम लोगों के साथ खेलने का टाइम नहीं है। ये बोलकर वूचैन ने आसानी से उनका पीछा छुड़ाया और घर लौट गया। घर पहुंचने के बाद वो डेस्क पर बैठ गया। चेनवू, ये स्टेज नाम वूचैन का उल्टा लिखने पर मिलता जुलता साउंड देता है। स्टूडेंट सॉन्ग शायद इस बात को समझ जाएगी। अगले पल उसने सोचा, अब बस गाने के वायरल होने का इंतजार करो। अगली सुबह 7 बजे वूचैन डेस्क की तरफ चलते हुए सोच रहा था, एक रात बीत चुकी है, मुझे सोल रेमेडी के रिजल्ट्स चेक करने चाहिए। अचानक उसकी नजर घर के अंदर कुछ अजीब चीजों पर पड़ी। फूलदानों की डायरेक्शन बदली हुई थी। सोफा के कुशन्स की पोजीशन हल्का सा राइट साइड शिफ्ट हुए थी। वूचैन की आंखें सिकुड़ गई। कल मैंने इग्नोर कर दिया था, लेकिन वो लोग मेरा पीछा करते हुए घर तक आ गए थे। पिनहोल कैमरास और लिसनिंग डिवाइसेस शायद यही कहीं लगे हुए हैं। अगर तुम ऐसे खेलना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें मौका देता हूँ। वूचैन ने फोन उठाया, मेरी प्यारी ली रूबिंग, आज तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है। दूसरी तरफ से ली रूबिंग ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो अभी तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। सोंगशुआन के मामले में तुम काफी वेल बिहेव निकले, हम आराम से बात कर सकते हैं। वूचैन बोला, ठीक है, मैं 9 बजे तुम्हारी कंपनी आ जाऊंगा। गाड़ी में बैठते ही वूचैन सोचने लगा, आज कुछ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। कुछ देर बाद एक गाड़ी ने सामने आकर उसका रास्ता रोक दिया। वूचैन को स्पीड कम करनी पड़ी। टायर्स और रोड के बीच की घसीटने की चीखने वाली आवाज हवा में गूंज उठी। वूचैन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लो आ गए। एक्सीडेंट का रूप देकर किसी को मारने का ये क्लासिक तरीका। इसकी सक्सेस रेट लगभग 100% होती है, लेकिन मैंने नंबर प्लेट पहले ही याद कर ली है। अब समझ गया, एक्सीडेंट जैसे दिखने वाला ये मर्डर प्लान आज मेरे सामने फेल होने वाला है। उसी पल वूचैन की कार में जोर का ब्लास्ट और पूरी गाड़ी आग के लपटों में घिर गई। वूचैन शांत आवाज में बोला, टाइम रिवाइंड। समय वापस सुबह 7 बजे लौट गया। वूचैन बेड पर लेटा हुआ हल्का सा व्यंग्या भरी मुस्कान के साथ बोला, अब मेरी भी बारी है। वूचैन ने फोन उठाकर ली राउटाई को कॉल किया। ली राउटाई ने तुरंत फोन उठाया, हेलो ब्रदर इन लॉ। वूचैन ने शांत तरीके से कहा, डिंगलोंग के लोग डोंगाई में है, एक बात याद रखो, मुझे वो जिंदा रहना चाहिए। वूचैन ने मनी मन सोचा, डिंगलोंग के उन आदमियों को ढूंढना मुश्किल है जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर चलती हुई गाड़ी को ढूंढना नामुमकिन नहीं। मेन रोड पर अटैक करना आसान नहीं होगा। इसलिए वो शिन्मू शॉपिंग सेंटर के नीचे वाले पार्किंग लॉट की तरफ चला गया। जैसे ही वूचैन कार से बाहर निकला, ली राउटाई का फोन आ गया। ब्रदर इन लॉ कैसे चल रहा है? मैंने कुछ टॉप एक्सपर्ट रोड पर सर्च करने के लिए भेज दिए हैं। वूचैन ने जवाब दिया, मैं शॉपिंग सेंटर के ईस्ट साइड के पास हूँ, वो गाड़ियां मेरे पीछे आ रही है, बाकी तुम हैंडल करो। फोन रखने के बाद वूचैन खुश होकर सोचने लगा, अब मुझे सिर्फ डिंगलोंग के सक्सेसर का इंतजार करना है। उधर ट्रक में बैठे अससिन ने देखा, बॉस वो पार्किंग गैराज में घुस रहा है, प्लान चेंज, हमें पहले वापस जाना होगा। लेकिन उसी वक्त एक 16 सीटर वैन सीधा ट्रक के साइड में जा टकराई।
ट्रक ड्राइवर गुस्से में सिर बाहर निकालकर चिल्लाया, गाड़ी चलानी ही नहीं आती क्या? तब वैंग युआन अपने आदमियों के साथ वैन से बाहर निकला, नहीं आती भाई, राइड करनी है क्या? उसके बाद वुचैन पर अटैक करने वाले सारे गाड़ियों के लोग गिरफ्तार कर लिए गए। शिनगुआन ने तुरंत डिंगलोंग को रिपोर्ट दी, यंग मास्टर हमारे लोग ली राउटाई ने पकड़ लिए हैं। डिंगलोंग गुस्से से गरज उठा, प्लान भी एक्टिवेट करो, वुचैन को आज ही मरना होगा। ली सिबलिंग्स उसकी पूरी प्रोटेक्शन एस्टेब्लिश करने से पहले अटैक करो। ली गुआ ने ऑर्डर दिया, लाउडाओ को बोलो कमीशन डबल है। शिनमू शॉपिंग सेंटर के पार्किंग लॉट का काम साफ सुथरे तरीके से निपटाओ, काम के बाद तुरंत निकल जाना। 20 मिनट बाद शिनमू शॉपिंग सेंटर में वुचैन को ली रुबिंग का फोन आया, शिनशा ने सबको अरेस्ट कर लिया है, अब तुम कहाँ हो? वुचैन बोला, शिनमू शॉपिंग सेंटर, क्या हुआ? ली रुबिंग ने तुरंत कहा, किसी भीड़ वाली जगह पर जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर वुचैन एलिवेटर के सामने खड़ा हो गया, मेरी प्यारी मिस ली, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। फिर वुचैन एलिवेटर में घुस गया, अंदर उसने देखा कि कैमरा टूट चुका था। उसने तुरंत अंदाजा लगाया, सक्सेसर आ गया। जब एलिवेटर खुला, एक ग्रुप ने वुचैन को घेर लिया। एलिवेटर का दरवाजा बंद हो गया और सब उसकी तरफ टूट पड़े, हर किसी के हाथ में चाकू था। वुचैन ने आंखें खोली, अब वो सच में सीरियस फाइट के मूड में था। उसने एक असासिन की कलाई मजबूती से पकड़ी और सीधा उसकी चीन पर मुक्का दे मारा। फिर दूसरे को पेट में इतनी जोर से लात मारी कि वो पीछे उड़ गया। इसी दौरान 2 और चाकू वाले आदमी उसकी तरफ झपटे, एक ने चाकू घुमाया लेकिन वुचैन आसानी से बच गया। वो आदमी हैरान रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मौका देकर वुचैन ने सीधा उसके चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। जब वुचैन असासिन से लड़ रहा था, उधर ली रुबिंग भी पागलों की तरह उसे ढूंढ रही थी। वो कहाँ है? उसका फोन भी नहीं लग रहा, हर जगह ढूंढो, हमें वुचैन को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। उसके असिस्टेंट ने रिपोर्ट दी, मिस वो एलिवेटर में है। ली रुबिंग तुरंत एलिवेटर की तरफ भागी, कौन सा फ्लोर? असिस्टेंट ने जवाब दिया, बेसमेंट 1। ली रुबिंग चिल्लाई, जल्दी। जब वो वहां पहुंची, एलिवेटर अभी अभी नीचे आया था। उसने देखा एक असासिन का सिर जोर से जमीन पर टकरा रहा था। फिर एलिवेटर खुला, अंदर वुचैन अभी भी एक आदमी का सिर पकड़े हुए खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह से बिखरे हुए थे। ली रुबिंग हैरान रह गई, वुचैन। फिर शॉक में बोली, तुम ठीक तो हो? वुचैन आराम से एलिवेटर से बाहर निकला, मेरी प्यारी मिस ली। ली रुबिंग दौड़कर उसके पास आई। वुचैन ने नरम आवाज में पूछा, क्या कर रही हो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये सुनकर ली रुबिंग बोली, तुम्हारे पास अभी भी मजाक करने का वक्त है? मतलब चोट ज्यादा सीरियस नहीं है, चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। वुचैन ने पूछा, हॉस्पिटल क्यों? ली रुबिंग परेशान होकर बोली, तुम पूरे खून से लथपथ हो, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ इंजर्ड हो। वुचैन फिर उसे टीज करते हुए बोला, मैं इंजर्ड नहीं हूँ, तुम हो। काफी देर से मौका देकर एडवांटेज ले रही हो। हाँ, मैं नुकसान में रहना पसंद नहीं करता, मुझे भी तुम्हें टच करके स्कोर इक्वल करना पड़ेगा। ली रुबिंग फिर भी चिंतित थी, तुमने नंगे हाथों से 6 नाइफ विल्डिंग असैसिन से फाइट की और तुम्हें एक स्क्रैच भी नहीं आया, हे भगवान। वुचैन हंसकर बोला, बिल्कुल सही, लेकिन मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए, घर जाकर धो लेना, अभी एक और काम करना बाकी है। वुचैन ने लाओ का फोन उठाया, एक फोटो खींची और शिनगुआन को भेज दी। शिनगुआन ने तुरंत कॉल बैक किया, लाओ काम हो गया, अब तुम लोग कहाँ हो? वुचैन मजाक उड़ाते हुए बोला, मैंने फोटो भेज दी है, देखी नहीं क्या? शिनगुआन हैरान हो गया, तू कौन है? ये तो लाओ का फोन है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वुचैन ने बीच में ही काट दिया, फोटो डिंगलोंग को फॉरवर्ड कर दो और मेरी तरफ से एक मैसेज भी भेज देना, तुम्हारे बचे हुए दिन अब गिनती के रह गए हैं। ये कहने के बाद वुचैन ने तुरंत फोन काट दिया और फोन ली रुबिंग के असिस्टेंट को दे दिया। एम्बुलेंस बुलाओ, जिसका फोन मैंने यूज किया है वो जिंदा रहना चाहिए। असिस्टेंट ने सीरियल आया, समझ गया। वुचैन फिर ली रुबिंग की तरफ मुड़ा, वैसे ली रुबिंग, मैं कुछ टाइम के लिए डोंगाई छोड़कर साउथ जाने वाला हूँ। ली रुबिंग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, तुम डिंगलोंग को मारने जा रहे हो? ली रुबिंग ने वुचैन को किस किया और धीरे से बोली, डार्लिंग मत जाओ। वुचैन उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, इतना सा किस काफी नहीं है, चलो घर चलते हैं, फ्रेश होकर फिर किस करना। ली रुबिंग का चेहरा लाल हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। दूसरी तरफ डोंगाई के एक 3 मंजिला सीबीडी बिल्डिंग में सोंगशुआन अचानक चीख पड़ी, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, वीकली चार्ट में टॉप पर आ गया। उसकी एक दोस्त बोली, कल रात सोने से पहले मैंने सुना था, काफी अच्छा है। सोंगशुआन स्क्रीन को घूर रही थी, 4000 से ज्यादा कमेंट्स थे, सब पॉजिटिव रिव्यूज। कई एक्सपर्ट सिंगर की स्किल्स और टेक्निक्स पर डिस्कशन कर रहे थे। सोंगशुआन ने मनी मन सोचा, जैसा एक्सपेक्टेड था, सीनियर वुचैन के लिरिक्स वाकई दिल को हील करने वाले हैं। उसकी दोस्त फिर बोली, सोंगशुआन ये कौन सा जमाना है, आजकल कौन म्यूजिक स्कोर हाथ से लिखता है। सोंगशुआन बालकनी में चली गई, उसके मन में शक बढ़ता जा रहा था, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कंफर्म करना होगा, क्या सीनियर वुचैन सच में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उधर वुचैन के घर पर ली रुबिंग अभी शावर लेकर निकली थी और बाल सुखा रही थी। तभी वुचैन का फोन वाइब्रेट हुआ। ली रुबिंग ने सोचा, कहीं डिंगलोंग फिर से परेशानी तो नहीं कर रहा। ये सोचकर उसने फोन उठाया, क्या चाहिए तुम्हें, अब मौत ढूंढ रहे हो क्या? दूसरी तरफ सोंगशुआन थोड़ी कंफ्यूज हो गई, हेलो क्या ये सीनियर वुचैन है? मैं सॉन्ग के बारे में बात करने के लिए कॉल कर रही हूँ। ली रुबिंग सतर्क हो गई, कौन सा सॉन्ग, सीधा बोलो, मैं मैसेज पहुंचा दूंगी।
सॉन्ग शुआन थोड़ी असुविधा में पड़ गई। प्लीज गलत मत समझिए, क्या आप सीनियर वूचन की गर्लफ्रेंड हैं? कल वाली मीटिंग में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, मैं सीनियर से माफी मांगना चाहती हूँ। ली रूबिंग और कंफ्यूज हो गई। सॉन्ग, माफी किस बात की? अब सॉन्ग शुआन को सच में शक होने लगा, आप वाकई सीनियर वूचन की गर्लफ्रेंड है? आपको सीनियर सॉन्ग के बारे में भी नहीं पता, ये तो अजीब है। ली रूबिंग तुरंत भड़क गई, तुम मुझ पर शक करी हो, रुको जरा। फिर उसने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। हनी दरवाजा खोलो, तुम्हारी जूनियर का फोन है। वूचन बाहर आया और फोन ले लिया। कौन है? ओ क्लासमेट सॉन्ग, आज मैं फ्री हूँ, मिलकर बात करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोन रखने के बाद वूचन ने समझाया ये सॉन्ग शुआन थी, वो मेरा लिखा हुआ सॉन्ग खरीदना चाहती है। ली रूबिंग उसके करीब आ गई। मेरे प्यारे वूचन, तुम तो बहुत टैलेंटेड निकले। वूचन मुस्कुरा दिया। तुमने अभी तक शावर कंप्लीट नहीं किया मेरी प्यारी ली। ली रूबिंग ने अपनी बाहें उसकी गर्दन के आसपास डाल दी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि और क्या क्या जानते हो? वूचन ने धीमी आवाज में कहा। ली रूबिंग, तुम आग से खेल रही हो। जब दोनों करीब आ रहे थे तभी फोन फिर से बज गया। ली रूबिंग ने नाराज होकर कहा, अब कौन है? क्या बकवास टाइमिंग है। उसने फोन उठाया। इस बार कॉल डिंगलोंग की थी। वूचन मुड़कर बाथरूम की तरफ चला गया। कोई बात नहीं, फोन उठाओ, मैं टॉवल पहनकर आता हूँ। दूसरी तरफ डिंगलोंग बोला, ली रूबिंग, मुझे लगता है मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। आज जो हुआ वो मेरा प्लान नहीं था, शिनगुआन ने अपनी मर्जी से किया, उसने मेरी इंटेंशन गलत समझ ली। ली रूबिंग ने व्यंग्य से जवाब दिया, मुझे पता था डिंग फैमिली के लोग डोंगाई में आकर जान देने नहीं आएंगे। कुछ छोटे मोटे लोग हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, ये डिंगलोंग का स्टाइल नहीं है। ली रूबिंग बात करते हुए वूचन के और पास चिपक गई। वूचन ने भी साथ दिया और पूछा, कौन है? क्या तुम डिंगलोंग की बात कर रही हो डार्लिंग? ली रूबिंग बोली, बिल्कुल, मेरा हस्बैंड उसी बेवकूफ की बात कर रहा है। वूचन ने हल्की सी थपकी उसके थाइस पर मारी। अरे जुबान संभालो, गाली मत दो। ली रूबिंग नखरे से बोली, दर्द हुआ, देखो ना, तुमने मारा और अब लाल हो गया। दूसरी तरफ डिंगलोंग गुस्से में दांत पीस रहा था। वूचन ने फिर कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी गलती क्या थी? अगर नहीं पता तो मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। ली रूबिंग ने जानबूझकर अपनी आवाज नरम कर ली। मेरी गलती थी हनी, अब गाली नहीं दूंगी, प्लीज मुझे सजा मत देना। दूसरी तरफ डिंगलोंग का गुस्सा फट पड़ा। उसने फोन जमीन पर दे मारा। डैम इट। इधर ली रूबिंग हंस पड़ी। फोन कट हो गया। जो आवाज आई थी लगता है उसने फोन तोड़ दिया। तुम्हें लगता है हम उसे गुस्से से ही मार सकते हैं? वूचन हंसकर बोला, गुस्से से मर जाना उसके लिए बहुत आसान मौत होगी। ली रूबिंग ने बाहें सिकुड़ी। छोड़ो उसे। मेरे प्यारे वूचन, तुमने अभी क्या कहा था? तुम मुझे सजा देने वाले थे। वूचन ने तुरंत दोनों हाथ उठा दिए। मैं सरेंडर करता हूँ, वैसे ये सब तुम अरेंज कर सकती हो। एक और बात, मैं बाद में वुडोंग से मिलूंगा, हो सकता है वो तुम्हें फोन करे, तुम उसके साथ कोऑपरेट करना, ओके? ली रूबिंग हैरान हो गई। वुडोंग से मीटिंग? क्या तुम सॉन्ग शुआन से मिलने नहीं वाले? वूचन ने समझा, मैं सॉन्ग शुआन से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन आज वुडोंग से भी मुलाकात हो सकती है, वो मुझसे मिलने की जरूर कोशिश करेगी। तभी ली राउटा अंदर दौड़ते हुए आया। सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, आज जो हुआ वो मेरी गलती थी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। ब्रदर इन लॉ, अगर आपको बॉडीगार्ड चाहिए तो बस बोल दीजिए। ली रूबिंग ने बीच में ही टोक दिया। ली राउटा, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी जल्दबाजी मत करना। ली राउटा गुस्से में बोला, दीदी आज कितनी बार हो गई है? ब्रदर इन लॉ लकी थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, अगली बार कौन गारंटी देगा? मैं उस डिंगलोंग के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ली रूबिंग खड़ी हो गई और वूचन से बोली, तुम उसे समझाओ, तुम ही उसे बिगाड़ते हो। वूचन ने शांत तरीके से पूछा, ली राउटा, लाओ को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया? ली राउटा ने ईमानदारी से जवाब दिया, जिस आदमी को बचाने के लिए आपने कहा था वो बच गया है। वूचन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मुझे उसे अकेले में बात करनी है। ली राउटा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ब्रदर इन लॉ, आप ऐसा क्या कहने वाले हो? क्या उसके पास डिंगलोंग की कोई कमजोरी है? वूचन मुस्कुरा दिया, बिल्कुल, तुम लोग भी सुन सकते हो जब मैं उसे बात करूंगा, लेकिन एक प्रॉमिस करना होगा, कोई जल्दबाजी नहीं। ली राउटा ने तुरंत कहा, जब तक डिंगलोंग मर जाता है ब्रदर इन लॉ जो कहेंगे मैं मानूंगा। ये सुनकर ली रूबिंग ने धीरे से सांस छोड़ी। उफ। कपड़े पहनते हुए वूचन बोला, ली रूबिंग, ली राउटा, तुम दोनों बात करो, मुझे एक काम से बाहर जाना है। कुछ देर बाद वूचन उस जगह पर पहुंच गया जो सॉन्ग शुआन ने अरेंज की थी। उसके पीछे एक डिटेक्टिव चुपके से उसकी फोटो ले रहा था। वूचन कैफे के अंदर गया। अंदर जाते उसने पहले बात शुरू की, क्लासमेट सॉन्ग। सॉन्ग शुआन तुरंत खड़ी हो गई। सीनियर। उसकी हिचकिचाहट देखकर वूचन ने पूछा, क्या हुआ क्लासमेट सॉन्ग? सॉन्ग शुआन ने तुरंत पूछा, सीनियर, क्या आपके घर वाले रेस्टोरेंट चलाते हैं? वूचन ने मना नहीं किया। हाँ, एक छोटे से काउंटी में रामेन नूडल शॉप है। सॉन्ग शुआन ने अपने शक जाहिर किए। सीनियर, आपकी गर्लफ्रेंड की आवाज तो 40 साल से भी ज्यादा लगती है। क्या आप किसी शुगर मॉमी के साथ हो? गाने की प्राइस भी इतनी ज्यादा है। क्या आप उसे छुटकारा पाने के लिए पैसे जमा कर रहे हो, इसलिए उसे सच बताने से डरते हो? वूचन को हंसी आ गई। ओ। सॉन्ग शुआन नाराज हो गई। सीनियर, आप अभी भी हंस रहे हो, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। आपका टैलेंट उस बुढ़िया के पास बर्बाद नहीं होना चाहिए। सोल रेमेडी की सक्सेस देखी है ना, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, अगर पैसे कमाने हैं, अगर इंडिपेंडेंट बनना है, मुझ पर भरोसा कीजिए।
सीनियर, सोल रेमेडी कितना सक्सेसफुल हुआ है देखिए, आप फेमस हो गए हो। आपको पता भी है बड़ी बड़ी कंपनीज आपको साइन करेंगी, आप सेलिब्रिटी बन सकते हो। वू चैन ने उसका हाथ हल्का सा हटा दिया। मैं डेब्यूट नहीं करूंगा, बहुत सी चीजें वैसे नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। चलो बिजनेस की बात करते हैं, तुमने मुझे सॉन्ग के लिए बुलाया था। तब सॉन्ग शुआन को याद है, ओ हाँ सॉन्ग खरीदना था। सीनियर, मेरे लिए एक और सॉन्ग लिखिए। वू चैन ने बिना सोचा जवाब दिया, 1 लाख। सॉन्ग शुआन ने तुरंत हाँ कर दी, ठीक है। वू चैन ने एक और कंडीशन रख दी, मुझे सॉन्ग के प्रॉफिट का 50% चाहिए। सॉन्ग शुआन फिर भी तुरंत मान गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सोल रेमेडी वाली क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। वू चैन ने बिना झिझक कहा, ठीक है, पेपर और पेन। 10 मिनट बाद सॉन्ग शुआन ने पेपर उठाया और पढ़ना शुरू किया। वू चैन बोला, अ सॉन्ग फॉर यू। सॉन्ग शुआन ने मन ही मन सोचा, क्या ये गाना मुझे गिफ्ट कर रहा है? लेकिन उसके सोचने से पहले ही वू चैन खड़ा हो गया। पैसे मिल गए, डील कंप्लीट, मुझे एक काम है, मैं चलता हूँ। वू चैन ने मन ही मन सोचा, स्टार्टर खत्म, अब मेन कोर्स का वक्त है। लेकिन लगता है बीच के कुछ स्टेप्स स्किप करने पड़ेंगे। तभी वू चैन ने एक्सीलेटर दबा दिया। उसने आसानी से सफेद गाड़ियों को डॉज कर दिया। व्हाइट कार वाला ड्राइवर तुरंत रिपोर्ट करने लगा, बॉस हम उसे रोक नहीं पाए। पर दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, लेकिन क्या? ड्राइवर बोला, लगता है उसे पता है कि आप उसे ढूंढ रहे हो। वो खुद गाड़ी चलाकर आपकी कॉर्पोरेशन के नीचे आ गया है। दूसरी तरफ वाली औरत थोड़ा इंटरेस्टेड हो गई, ओह इंटरेस्टिंग, उसे 16 फ्लोर पर लिया। कुछ देर बाद वू चैन को एक रूम के सामने लाया गया। असिस्टेंट ने अनाउंस किया, बॉस आदमी आ गया है। अंदर से आवाज आई, अंदर भेजो। असिस्टेंट ने इशारा किया, प्लीज मिस्टर वू। रूम के अंदर जो शख्स बैठी थी वो थी सेलेन कॉर्पोरेशन की सीईओ, ईस्टर्न सी बिजनेस वर्ल्ड की मशहूर रिच विडो वू डोंग। उसके पास खड़ा था उसका पर्सनल बॉडीगार्ड, एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर चू यान। वू चैन ने सीधा कहा, मैडम वू, मुझे इस तरह बुलाना ज्यादा पोलाइट नहीं लगता। वू डोंग ने आराम से जवाब दिया, मिस्टर वू, मुझे नहीं पता आपका असली पर्पस क्या है, लेकिन बदतमीजी पहले आपने की है। वू डोंग ने चूयान की तरफ देखा, बाहर जा। चूयान बाहर निकलने लगा। वू चैन के पास से गुजरते वक्त उसने कहा, कोई बेवकूफी मत करना। फिर चूयान ने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा और बाहर चला गया। वू डोंग बोली, मिस्टर वू बैठिए, आप बताइए मेरी बेटी के करीब आने का आपका पर्पस क्या है? मुझे नहीं लगता पैसों के लिए, राइट? वैसे क्या मिस ली रूबिन को इस बारे में पता है? वू चैन आराम से बैठ गया। मैडम वू, आप उस बेटी की इतनी परवाह करती है जिसे किसी और ने जन्म दिया था? वू चैन की ये बात सुनकर वू डोंग की बाहें तुरंत सिकुड़ गई। वू चैन ने बात जारी रखी, मैडम वू को 20 साल की उम्र में उनके परिवार ने जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर किया था। शादी के पहले ही अरेंजमेंट हुआ था। बच्चा पैदा होने के बाद उन्हें उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी, और इसी कंडीशन पर मैडम वू ने शादी के लिए हाँ की थी। पर शादी के बाद जब भी वो सोती थी तकिए के नीचे एक चाकू छुपा कर रखती थी और अपने हस्बैंड के साथ अलग रूम में सोती थी। जब भी उसका हस्बैंड जबरदस्ती करने की कोशिश करता, मैडम वो चाकू निकालकर उसे पीछे हटा देती। वो हमेशा वेट बढ़ने, स्ट्रेच मार्क्स आने और अपनी खूबसूरती कम होने जैसे बहाने बनाती। खुद को कमजोर दिखाती थी ताकि उसके हस्बैंड के पास आगे बढ़ने का कोई रीजन ना रहे। गुस्से वाली मैडम वो वाकई कमाल की थी। उन्होंने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जहां लगता था कि उन्हें सिर्फ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। इसी तरह उन्होंने अपने हस्बैंड को किसी और से बच्चा पैदा करवाने के लिए राजी कर लिया। लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात यह हुई, सॉन्ग शुआन के पैदा होने के बाद उन्होंने अपनी बात से पलट गई। उस औरत को कभी एक्नॉलेज नहीं किया, फिर अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ बिजनेस वॉर शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ ये सब लोग जानते हैं। वू डोंग को ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगा। तुम्हें ये सब भी पता है? काफी अजीब है। वैसे भी वो औरत मर चुकी है। अगर मिस्टर वू ये सब बातें दूसरों को बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए फिर सॉन्ग शुआन की बात करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। चाहे मैंने उसे जन्म नहीं दिया, मेरे खून का हिस्सा उसकी रगों में दौड़ता है। अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि ऐसा मत करना। वू चैन ने बाहें बांधकर वू डोंग की तरफ देखा। प्रेसिडेंट वू इन्वेस्टिगेट कर सकती है। मुझे यकीन है कि जल्दी ही आप समझ जाएंगे कि मेरा फोकस आपकी बेटी पर नहीं बल्कि आप पर है, क्योंकि मेरे मन में आपके लिए कुछ खास ख्याल है। वू डोंग ने अपने बाल पीछे किया। आजकल के यंग लोग वाकई बहुत बोल्ड होते हैं। मिस्टर वू, मुझे नहीं पता आपके खास ख्यालों का क्या मतलब है। वू चैन शांत रहा और बोला, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं थोड़ा ज्यादा हिम्मत दिखा रहा हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट वो मर्दों के मामले में बहुत ज्यादा कॉशियस है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा ताकि आप खुद मुझसे मिलने की इनिशिएटिव ले। वू डोंग खड़ी हुई और धीरे धीरे वू चैन के पास आ गई। कॉम्प्लिकेटेड एडल्ट्स के बीच में चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। मिस्टर वू, क्या ली रूबिन को इस सब के बारे में पता है? क्या उसे पता है कि आपके मेरे लिए ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स हैं? वू चैन ने बिना हिले जवाब दिया, बिल्कुल पता है। वू डोंग और करीब आ गई। उसका चेहरा वू चैन के बिल्कुल पास था। अच्छा, आखिर हर किसी को सच का सामना करना पड़ता है, तो मुझे डिटेल्स में बताओ, ये कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स आखिर है क्या? वू चैन ने आराम से बात बदली, क्या प्रेसिडेंट वू डिंगलोंग को जानती हैं? वू डोंग ने जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। वू चैन की आवाज थोड़ी गहरी हो गई, मैं उसे जरूर मारूंगा। वू डोंग ने हल्का सा व्यंग्य किया, सच में? तो फिर गुड लक।
वुचन ने बात जारी रखी, इसलिए मैं यहाँ आपको एक वार्निंग देने आया हूँ। जितना जल्दी हो सके चोंग होंग से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए। वुडोंग की आवाज तेज हो गई। ये किस तरह की बात हुई? ली फैमिली और डिंगलोंग के मामले का मेरी चोंग होंग इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना? वुचन ने समझाया, चोंग होंग का पैसा टोंगहाई कमर्शियल से आता है। पिछले 5 सालों में सेलेन ग्रुप के साथ जो बिजनेस इंसिडेंट्स हुए हैं वो सब मेरी वजह से हुए थे। वुडोंग झुककर उसकी आंखों में देखने लगी। मिस्टर वू, क्या आप मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं? वुचन ने सिर हिला दिया। नहीं, जिसे मैं प्रवोक करना चाहता हूँ वो डिंगलोंग है। आप तो सिर्फ कोलेटरल डैमेज है। वुडोंग ने ठंडे लहजे में कहा, मेरा डिंगलोंग से कोई कांटेक्ट नहीं है और तुम दोनों के झगड़े में मेरी कोई दिलचस्पी भी नहीं। वुचन बोला, झूठ, प्रेसिडेंट वू का कांटेक्ट है। चोंग होंग का मेजर शेयर होल्डर होंग वेंगचा है। वही बेवेंग का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है और बेवेंग के फंड्स को कंट्रोल करता है डिंग वैंग। वुडोंग ने बात पूरी की। जिंगफू में जिसे डिंग शाओ कहा जाता है, डिंग फैमिली की सेकंड जनरेशन का कोर मेंबर, डिंग लाओ का तीसरा बेटा। वुचन ने सिर हिलाया, और डिंग लोंग का थर्ड अंकल। काफी देर से गोल गोल बातें सुनकर वुडोंग थोड़ी इरिटेट हो गई। मिस्टर वू, मेरा बेवेंग कैपिटल या डिंग वैंग से कोई लेना देना नहीं। वुचन बोला, लगता है प्रेसिडेंट वू को ये नहीं पता कि हाउ वेंचा और डिंग फैमिली का कनेक्शन कितना गहरा है। जब डिंग फैमिली के साथ कुछ होगा उसका झटका हाउ वेंचा के जरिए आप तक भी जरूर पहुंच सकता है। वुडोंग लगभग हंसने ही वाली थी। डिंग फैमिली, तुम उनसे पंगा लेने वाले हो? फिर उसने मनी मन सोचा, ली फैमिली भी अभी तक उनका कुछ बिगड़ नहीं पाई और ली रूबिंग का बॉयफ्रेंड जिसके पास कोई बैकर भी नहीं, वो डिंग फैमिली को गिरा देगा। वुचन ने उसका मजाक को इग्नोर कर दिया। ली रूबिंग आपको बहुत पसंद करती है, वो आपको अपना रोल मॉडल मानती है, इसलिए मैं आपको वार्न करने आया हूँ। लेकिन वुडोंग को ये रीजन बहुत ही अजीब और अनरियलिस्टिक लगा। उसने सोचा कि ली रूबिंग का नाम आया है तो मौका अच्छा है थोड़ा टेस्ट करने का। ये सोचकर उसने तुरंत फोन निकाला और कॉल लगाया। हेलो डायरेक्टर ली, होंडा बिजनेस। ली रूबिंग ने तुरंत जवाब दिया, मैडम वू, हेलो। वुडोंग बोली, आपका बॉयफ्रेंड मेरे पास बैठा है। ली रूबिंग ने शांत तरीके से कहा, मुझे पता है, उसने पहले ही बता दिया था। वुडोंग ने सीधा पूछा, आपका बॉयफ्रेंड डिंग फैमिली को चैलेंज करना चाहता है, क्या डायरेक्टर ली को इस बात का पता है? ली रूबिंग ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ मुझे पता है। वुडोंग ने और गहराई से पूछा, तो फिर आप ली फैमिली के साइड पर है या? लेकिन बात पूरी होने से पहले ली रूबिंग ने उसे काट दिया। मैडम वो, मेरे फादर इस मामले पर वुचन से बात कर रहे हैं, मुझे स्पेसिफिक ज्यादा क्लियर नहीं है, आप डिटेल्स डायरेक्टली वुचन से डिस्कस कर सकती है। ये कहकर ली रूबिंग ने फोन काट दिया। वुडोंग ने मनी मन सोचा, ली रूबिंग को बाईपास करके सीधा ली फैमिली के साथ मिलकर काम कर रहा है। क्या ली फैमिली अभी डिंग फैमिली के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही? आखिर इस वुचन में ऐसी कौन सी खास बात है? लगता है मुझे इससे सीरियसली बात करनी पड़ेगी। फिर वुडोंग का लहजा बदल गया। मिस्टर वू, इतनी देर से बात कर रहे हैं, आप थक गए होंगे, आप क्या पीना पसंद करेंगे? वुचन ने जवाब दिया, वाइन थैंक यू। वुडोंग वाइन कैबिनेट के पास गए, उसने एक बोतल निकाली, 2 ग्लासेस भरे और एक ग्लास वुचन को दे दिया। फिर वो धीरे धीरे अपना सॉफ्ट और चार्मिंग अंदाज दिखाते हुए वुचन के साथ ड्रिंक करने लगी। आधे घंटे बाद वुचन ने डिंगलोंग और ली फैमिली और उनके बीच के कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस को डिटेल में समझा दिया। अचानक वुडोंग खड़ी हो गई, थोड़ा और पियेंगे? वाइन कैबिनेट के तरफ चलते हुए वो बोली, मिस्टर वू, ये 2000 विंटेज बोतल पेट्रो वाइनरी की है। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया। वाइन की बोतल के साथ वो लगभग जमीन पर गिरने वाली थी। तभी वुचन तुरंत आगे बढ़ा और उसे संभाल लिया। अरे संभालिए प्रेसिडेंट वू। वुडोंग मुड़कर बोली, ओह सॉरी मिस्टर वू, मुझे पता नहीं था कि आप इतने पास खड़े हैं। वुचन ने पूछा, आप ठीक हैं प्रेसिडेंट वू? अगर आप सच में गिर जाती तो बहुत दुख की बात होती। ये सुनकर वुडोंग का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। मुझे माफ कीजिए, शायद मैंने थोड़ी जल्दी ड्रिंक कर ली। वुचन मनी मन सोचने लगा, वुडोंग मर्दों पर आसानी से भरोसा नहीं करती, लेकिन उसकी प्रेफरेंसेस बिल्कुल नॉर्मल है और उसकी एक्सपेक्टेशंस भी कम नहीं है। वो कुछ हद तक ली रूबिंग जैसी ही है, उसे भी एक स्ट्रॉन्ग आदमी पसंद आएगा। अगर मुझे उसका ट्रस्ट जीतना है तो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस पूरी करनी होंगी। फिलहाल सबसे जरूरी चीज फिजिकल कांटेक्ट है। अब जब ये कंडीशन पूरी हो चुकी है, सिचुएशन का कंट्रोल आखिर मेरे हाथ में आ गया है। वुचन ने वाइन की बोतल उठा ली। प्रेसिडेंट वो, आपको थोड़ा नशा हो गया है, आज के लिए उतना ही काफी है। वुडोंग ने तुरंत मना कर दिया, कोई बात नहीं, मैंने बहुत कम पिया है। आज मिस्टर वू से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, हमारी बात अभी भी खत्म नहीं हुई। ये कहकर वो दोबारा लड़खड़ा गई। वुचन ने याद दिलाया, संभाल के मिस्टर वू। वुडोंग ने एक हाथ से अपने सैंडल्स उतार दिया, फिर दूसरे हाथों से वुचन का सहारा ले लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये शूज थोड़े इनकन्वीनियंट है। शूज उतारने के बाद वुचन ने तुरंत वुडोंग को संभाल कर उठा लिया। प्रेसिडेंट वू, फ्लोर गंदा है और ठंडा भी। वुडोंग मनी मन हैरान रह गई, ये मुझे ब्राइडल स्टाइल में उठा रहा है। ये यंग मैन जानबूझकर ऐसा कर रहा है। पिछले 4 सालों में मैंने इतना बोल्ड आदमी कभी नहीं देखा। वुचन ने शांति से उसे वापस चेयर पर बिठा दिया। अगर प्रेसिडेंट वो अभी भी ड्रिंक करते हुए बात करना चाहती है तो हम बात जारी रख सकते हैं। वुडोंग ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मिस्टर वू, क्या आपने मुझे जानबूझकर उठाया था? वुचन ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ मैंने ये जानबूझकर किया था। वुडोंग ने सोचा, यह आदमी हद से ज्यादा इरिटेट करता है, मुझे इसे खत्म करना होगा।
वूचन ने तुरंत वूरैंग की बेचैनी नोटिस कर ली। लगता है प्रेसिडेंट वो काफी गुस्सा है, लेकिन क्या मेरा हक करना वही नहीं था जो आप चाहती थी? आप नशे का नाटक कर रही थी, ठीक से चल नहीं पा रही थी, हाई हील्स उतार दी थी और वैसी बातें कर रही थी। क्या ये सब जानबूझकर नहीं था? वूरैंग हैरान हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पुरानी चाल इतनी आसानी से पकड़ ली जाएगी। वूचन उसके चेहरे के करीब आया। प्रेसिडेंट वो मौका तो आपने ही दिया था मुझे हिम्मत दिखाने का, लेकिन मुझे लगता है दूसरे मर्दों के साथ जो तरीका आप यूज करती है उनकी मेरे सामने जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट वो मैं आपको आपसे भी ज्यादा समझता हूँ, चलिए नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, मैं यहाँ दुश्मनी करने नहीं आया। वूरैंग नाराज हो गई। क्या तुम खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं करते? तुम मुझे मुझसे ज्यादा कैसे समझ सकते हो? वूचन आराम से वाइन पीता रहा। प्रेसिडेंट वो आपके हस्बैंड ने सुसाइड नहीं किया था, है ना? आपने उन लोन शार्क्स को रूफटॉप पर उन्हें परेशान करने के लिए भेजा था। जो आदमी पहले से ही टूट चुका था वो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुकिए, ये तो और भी सीक्रेट बात है। प्रेसिडेंट वो इस साल आप 42 साल की हो गई है और मेरी जानकारी के हिसाब से आप अभी भी अबला नारी है, सही? तन्हा रातों में आप बेड साइड टेबल के नीचे वाले ड्रॉर से एक टॉय निकालती है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ प्रेसिडेंट वो? आपकी उम्र में उस पहलू के लिए इतना उत्साह होना बिल्कुल नॉर्मल है, मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ। ये हार्मोन्स की वजह से होता है, इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है प्रेसिडेंट वो। क्या आपने कभी नहीं सोचा कि अगर जिंदगी में दोबारा जीने का मौका मिले तो आप इतनी थकाने वाली जिंदगी नहीं जिएंगी? बिल्कुल आपके उस गाने की तरह, धूल की तरह बेखौफ उड़ना, घमंड से चमकना, मुरझाए प्यार से भी ज्यादा रोशन होना और अंधेरी रात में सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाले शाम के आसमान से भी ज्यादा नशा देना। वूरैंग सन रह गए। 12 साल पहले अपने बर्थडे पर उसने नशे में केटीवी सेशन के दौरान इम्पल्सिवली मैड डस्ट गाना गाया था। दुनिया में और कोई इस बात को नहीं जानता, उसे ये कैसे पता हो सकता है? वूचन ने फिर कहा, प्रेसिडेंट वो एक और ड्रिंक। वूरैंग ने बाहें सिकोड़ ली। तुम आखिर हो कौन? वूरैंग के दिमाग में सिर्फ 3 बातें घूम रही थी। मेरे आसपास के असाधारण बैकग्राउंड वाले लोग भी इतनी जानकारी नहीं निकाल पाए। इसके पास ऐसी कौन सी स्पेशल एबिलिटी है? ये सब बहुत ही सरियल लग रहा है। वूचन ने अपना वाइन ग्लास हिलाया। प्रेसिडेंट वो इतना हैरान मत होइए, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ, जैसे सॉन्ग फैमिली का लेटेस्ट डिजाइन चुराने की बात या फिर जाओ गिनते चुन और फाइनलिंग को फंसाने की प्लानिंग। प्रेसिडेंट वो मैंने कहा था ना, मैं आपको आपसे भी ज्यादा समझता हूँ और मैंने ये भी कहा था कि मैं यहाँ दुश्मनी करने नहीं आया। वूरैंग ने सोचा ये इतना जानता है कि मुझे सीधा जेल भिजवा सकता है, मैं चैन से भी सो नहीं पाऊंगी। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इसे मारकर हमेशा के लिए गायब कर दूं या फिर इसके साथ करीबी रिश्ता बनाकर इसकी एबिलिटीज का फायदा उठाऊं। लेकिन ये इतना मिस्टीरियस है कि इसे गायब करना लगभग नामुमकिन लगता है। मतलब असल में मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है। ध्यान से देखने पर उसका चेहरा हैंडसम था और उसके जवान शरीर भी काफी अट्रैक्टिव था। वूरैंग बोले, ठीक है, अगर हम दुश्मन नहीं बनने वाले तो असली मुद्दे पर आते हैं। मिस्टर वू डिंग फैमिली से निपटना चाहते हैं, शायद अपनी ट्रिब्यूलेशन से बचने के लिए, सही? वूरैंग ने वूचन के हाथ से वाइन ग्लास ले लिया। वूचन ने उसके साथ ग्लास क्लिक किया। प्रोसेस और तेज होगा। मुझे उम्मीद है प्रेसिडेंट वो मेरी साइड ज्वाइन करेंगी, मेरे साथ खड़े होंगी। सिर्फ आप सेफ नहीं रहेंगी बल्कि आपका करियर भी और ऊपर जाएगा। वूरैंग ने आगे कहा, ली रूबिंग के लिए मिस्टर वो वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप तो प्रिंसेस को भी गले लगा रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि ली रूबिंग जेलस हो जाएगी? वूचन ने शांत स्वर में जवाब दिया, सुशिनिन भी मेरी औरत है, ली रूबिंग जेलस नहीं होती, वो आम औरत नहीं है। वूरैंग ने हल्की सी सांस छोड़ी। अब समझ आया कि जिनफू के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिचुएशन ऐसी क्यों है। ये कहते हुए उसने सोचा, मतलब अगर मैं कोई भी मूव करूं तो उनके प्यार में दखल नहीं होगा और ली रूबिंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर फैसला हो गया। फिर वूरैंग ने अपना ग्लास वाइन टेबल पर रख दिया। मैंने काफी ज्यादा पी ली है मिस्टर वू, क्यों ना हम दोनों मेरे घर चले और थोड़ी चाय पीकर होश में आए। वूचन ने उसे सहारा देते हुए कहा, अगर प्रेसिडेंट वू चाय पीना चाहती है तो चलिए चाय ही पीते हैं। दरवाजे से अंदर आते हुए वूरैंग ने पूछा, क्या मिस्टर वू के पास आज काफी वक्त है? वूचन मुस्कुराया, वक्त मेरे पास तो बहुत है। ये सुनते ही वूरैंग अचानक बढ़ी और उसे किस कर दिया। वूचन ने कहा, ये काम तो मर्द का होना चाहिए, क्या दरवाजे पर ही ठीक है? फिर दोनों ने दोबारा किस किया। वूचन का हाथ चलने लगा। प्रेसिडेंट वू जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अलग होने के बाद वूचन ने धीरे से वूरैंग को उठाया। मैंने कहा था ना कि मेरे पास काफी समय है। वूचन ने वूरैंग को बेड पर बिठाया और अपने कपड़े उतारने लगा। प्रेसिडेंट वू आराम से, जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। वूरैंग ने अपनी बाहें वूचन के गर्दन की गिर डाल दी। तो फिर तुम्हें अच्छी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। एक रात यूं ही बीत गई। जब सोंग शुआन घर लौटी तो उसने दरवाजे के सामने एक एक्स्ट्रा जोड़ी जूतों की देखी। सोंग शुआन चिल्लाई, मॉम क्या आप घर पर हैं? मॉम मुझे डराइए मत। इसी वक्त कमरे के अंदर मौजूद वूरैंग ने भी आवाज सुन ली और तुरंत उठ बैठी। ये तो बुरा हो गया, सोंग शुआन वापस आ गई। वूचन फटाफट बेड के नीचे छुप जाओ। जैसे ही सोंग शुआन ने दरवाजा खोला और अंदर आई, मॉम। वूरैंग ने शर्मिंदगी में कंबल और ऊपर खींच लिया। सोंग शुआन तुरंत मुड़ गए। ओ मैंने गलत समझा, मुझे लगा घर में कोई चोर घुस आया है, पता चला कोई अंकल आए हुए हैं, मैं चलती हूँ फिर। वूरैंग चुप रही। जब सोंग शुआन चली गई वूचन बेड के नीचे से बाहर निकला। अंकल। अचानक वूचन का फोन वाइब्रेट हुआ। ली रूबिंग का कॉल था। वूरैंग ने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी।
वुरैंग ने शांत स्वर में कहा, वो अपना फोन मेरे पास भूल गया है। ली रुबिंग ने पूछा, क्या यह मैडम वू है? वूचान सुबह सुबह आपको ढूंढने गया था। वुरैंग ने थोड़े गर्व से जवाब दिया, हाँ। ली रुबिंग हैरान हो गई, क्या मैडम वो उसे ढूंढने नहीं गई थी? वुरैंग ने मना कर दिया, नहीं। ली रुबिंग को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई, तुम दोनों कहाँ हो? वुरैंग ने जवाब दिया, मेरे घर पर। कुछ देर के लिए फोन के दूसरे तरफ से सन्नाटा छा गया। फिर ली रुबिंग बोली, मैडम वू ने वूचान के साथ रात गुजारी, तुम दोनों साथ में सोए? वुरैंग ने सीधा जवाब दिया, हाँ। दूसरी तरफ ली रुबिंग ने मन ही मन सोचा, वूचान ने कल ही वुरैंग को मना लिया, यह आदमी वाकई कमाल है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन ये घर तोड़ने वाली औरत इतनी अकड़ दिखा रही है, कितना गुस्सा आ रहा है। फिर ली रुबिंग ने गहरी आवाज में कहा, मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। वुरैंग ने आराम से कहा, तो आ जाओ घर पर। तब वूचान ने पूछा, क्या वो ली रुबिंग थी? वुरैंग बेड से उठते हुए बोले, हाँ वो थोड़ी देर में यहाँ होगी, मैं पहले शावर लेने जा रही हूँ। वुरैंग बाहर निकली तो देखा सोंगशुआन अभी भी वही खड़ी थी, अभी तक गई नहीं। सोंगशुआन बोली, मॉम अगर मैं घर पर रहूं तो क्या मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही? और वो अंकल, मॉम वो अंकल कौन है? क्या मैं उनसे पहले कभी मिली हूँ? वुरैंग ने उल्टा सवाल पूछा, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? सोंगशुआन ने जिद की, आज थोड़ा ऑकवर्ड जरूर है, लेकिन जब मिल ही गए तो पहचान कर लेना बुरा थोड़ी है, वैसे भी कभी ना कभी तो मिलना ही है। वुरैंग ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाथ बढ़ाकर सोंगशुआन के सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। सोंगशुआन मुस्कुरा दे, ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, अगली बार उस अंकल से मिला देना, मैं चलती हूँ। वुरैंग मुस्कुरा पड़ी, ये बच्ची भी ना। 40 मिनट बाद ली रुबिंग ने डोरबेल बजाई, दरवाजा वूचान ने खोला। ली रुबिंग ने हल्का सा तंज करते हुए कहा, मेरे प्यारे मिस्टर वू, आप हमेशा मुझे नए सरप्राइजेस देते रहते हैं। वूचान मुस्कुराया, शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, क्या तुम जेलस हो? ली रुबिंग उसके पास से निकलकर अंदर चली गई, मुझे पता है तुम बहुत कैपेबल हो, लेकिन क्या एक दिन के लिए मुझे चिढ़ाना बंद नहीं कर सकते? मुझे थोड़ी सी राहत नहीं दे सकते? वूचान झुककर बोला, सुनो ली रुबिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ली रुबिंग हैरान रह गई, ये बात वूचान की पर्सनैलिटी से बिल्कुल उलट थी। जो आदमी ना आसमान से डरता था ना जमीन से, वो इतना ईमानदारी से उसे मना रहा था, लगभग उसका दिल पिघल ही गया था। ली रुबिंग शांत रहो। ली रुबिंग ने नजरें हटा ली, क्या ये बातें तुम और किसी से भी करते हो? वूचान ने जवाब दिया, नहीं, किसी और से अभी तक नहीं की। ली रुबिंग मुस्कुराई, मेरे प्यारे मिस्टर वू, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और देखते ही देखते वूचान ने पीछे से उसे गले लगाते हुए दबोच लिया। ली रुबिंग बोली, एक मिनट, अगर सुशिनियान को पता चल गया तो, या फिर आज वाली को, अगर वो जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट करे तो तुम क्या करोगे? वूचान ने बिना झिझक कहा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, सब ठीक रहेगा। ली रुबिंग ने सिर हिला दिया, ठीक है, मैं समझ गई। थोड़ी देर बाद वूचान वहां से निकल गया। जैसे ही वो गया, वुरैंग सामने आ गई। मिसली को इंतजार करवाना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। ली रुबिंग थोड़ी बेचैन थी, मिस वू, हम दोनों बहुत बिजी हैं, सीधी बात करते हैं। वुरैंग हल्की सी हंसी, मिसली मैं समझी नहीं। ली रुबिंग ने बड़ी अकड़ में कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। वुरैंग फिर हल्की सी हंसी, मुझे समझ नहीं आ रहा मिसली, मुझे आपसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? ली रुबिंग ने बिना घुमाए फिराए कहा, मेरे आदमी के साथ रात गुजारना, क्या यही तुम्हारा मुझे ग्रीट करने का तरीका है? वुरैंग ने जवाब दिया, क्या ये इतना जरूरी है? मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ और दोबारा शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, हम सिर्फ जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। ली रुबिंग ने ठंडी हंसी छोड़ी, वूचान के साथ रात गुजारने वाली तुम पहली औरत नहीं हो और ना ही आखिरी होगी, तुम में और बाकी औरतों में कोई फर्क नहीं है। वुरैंग ने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुशिनियन तुम पर प्रेशर नहीं डालेगी, लेकिन तुम अकेले मेरे सामने आ गए, क्या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो? मैंने सुना है कि मिसली अभी तक वूचान के साथ नहीं रहती, सही? ली रुबिंग ने इस बात को नहीं झुठलाया, बिल्कुल सही, मेरा वूचान काफी अनप्रेडिक्टेबल है। उसने कहा था कि वो एक दिन में सुशिनियन का आदमी बन सकता है और उन्होंने वाकई कर दिखाया। सुशिनियन उसके साथ रहना चाहती है, अब मैडम वो भी, ये सब कितना अजीब और मैजिकल लगता है। वुरैंग ने मन ही मन सोचा, वो कह रही है कि मैं और सुशिनियन सिर्फ उसकी जिंदगी में दूसरी औरतें हैं, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। वूचान डिंग फैमिली से टकराने से नहीं डरता, लेकिन ली रुबिंग के मामले में उसने अलग सब्र दिखाया है। जितना ज्यादा पॉसेसिव वो है, उतना ही ज्यादा वो पहले ली रुबिंग का दिल जीतना चाहता है। यही वो खास प्यार और फेवरेटिज्म है जो मुझ में और सुशिनियन में नहीं, सिर्फ ली रुबिंग के लिए है। ली रुबिंग ने फिर कहा, मैडम वो, मैं आपको एक और मौका देती हूँ। वुरैंग भी पीछे हटने वाली नहीं थे, मिसली इतनी एग्रेसिव क्यों हो रही हो? ली रुबिंग वुरैंग के करीब आ गई और बोली, घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। वुरैंग हल्की सी हंसी, उसने अपना हाथ ली रुबिंग के कंधे पर रखा और अचानक उसके माथे पर किस कर दिया। ली रुबिंग तुरंत सन रह गई, ये वुरैंग आखिर कर क्या रही है? मुझे किस करने का मतलब क्या है? लेकिन वुरैंग के अपने ही ख्याल थे, इसलिए मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। जिस तरह वूचान ने मुझे किस किया था, मैं वही आपको वापस कर रही हूँ। वुरैंग ने अपने बाल ठीक किए और बोली, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप खुश हो? ली रुबिंग गुस्से से भर गई और कहा, मैडम वो। वुरैंग ने फिर अफसोस जताने का नाटक किया, बिल्कुल मिसली, बस अफसोस ये है कि कल आप यहाँ नहीं थी, अगर हम तीनों के साथ होते तो। ली रुबिंग का चेहरा लाल हो गया, ये आखिर कहना क्या चाहती है? इतनी अजीब और बेशरम बातें क्यों कर रही है?
वुरेंग ने हल्की से मुस्कान के साथ कहा, मिस ली, क्या आप मेरी माफी की सिंसेरिटी महसूस कर सकती हैं? ली रूबिंग ने गुस्से में दांत बींच लिए, मैडम वो थोड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। फिर उसने मन ही मन सोचा, इस औरत की दिमाग या बॉडी में जरूर कोई प्रॉब्लम है, इस तरह के इंसान के साथ बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये सोचकर ली रूबिंग मुड़ गई, हमारे पास बात करने के लिए कुछ और नहीं है, गुड बाय। वुरेंग ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, हमारे रिश्ते को सीधे तरीके से बदला नहीं जा सकता, या तो हम सिस्टर्स की तरह बन सकते हैं या फिर दूर रह सकते हैं, इसलिए मुझे यही तरीका यूज करना पड़ेगा ताकि वो खुद दूर हो जाए। आखिर मुझे सच में वुचैन पसंद आ गया है। वुरेंग के घर से निकलने के बाद ली रूबिंग ने तुरंत वुचैन को कॉल किया। वुचैन ने पूछा, बातें हो गई? ली रूबिंग ने शिकायत भरे लहजे में कहा, वुचैन अगली बार जब कोई औरत ढूंढो तो थोड़ी नॉर्मल ढूंढना, ये सब लोग इतने अजीब क्यों होते हैं? वुचैन को थोड़ी क्यूरियोसिटी हो, उसने पूछा, उसने क्या किया? ली रूबिंग ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे पहले लगता था सुशी नीनी थोड़ी एबनॉर्मल है, लेकिन आज वाली तो उससे भी ज्यादा अनस्टेबल निकली। छोड़ो, जो होना था हो गया, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। यह कहकर ली रूबिंग ने फोन काट दिया। वुचैन ने सोचा, लगता है वुरेंग सिचुएशन संभाल सकती है, इसलिए ली रूबिंग अब तूफान के बीच में नहीं खड़ी होगी। आगे चलकर वुरेंग शायद ली रूबिंग को प्रोवोक भी नहीं करेगी, क्योंकि ली रूबिंग हर हाल में अपने फैसले पर टिकी रहेगी, जबकि वुरेंग उससे कहीं ज्यादा चाहती है। वुचैन को वुरेंग की बात याद आ गई, मैं सब हैंडल कर लूंगी, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त ली राउटाई ने फोन करके रिपोर्ट दी, लाउडाओ भाग गया। कुछ मिनट पहले हॉस्पिटल में ली राउटाई वार्ड में घुसा और गुस्से से चिल्लाने लगा, मेरे एरिया में आकर ड्रामा करने की हिम्मत, मेरे ब्रदर इन लॉ को मारने की कोशिश की, क्या मुझे भी मारना चाहते हो? बोल। डिंगलोंग ने डोंगाई में किस किस को प्लान किया है, अगला प्लान क्या है, बोलता क्यों नहीं? अगर नहीं बोला तो गोली मार दूंगा। वैंग युआन आगे बढ़ा और उसे समझाया, ली राउटाई ब्रदर चैन बाद में खुद बात करेंगे, अभी गोली मारना ठीक नहीं होगा। तभी ली राउटाई ने लाउडा को छोड़ दिया, खुद के लिए लॉलीपॉप जलाई और बोला, लगता है ये सही नहीं है, चलो भाइयों बाहर चल के लॉलीपॉप पीते हैं, ज्यादा लोग मिलकर इसे डराएंगे। जैसे ही ली राउटाई वार्ड से बाहर निकला एक आवाज सुनाई दी, क्या हो रहा है, पेशेंट कहाँ है, पेशेंट कहाँ गया? ली राउटाई दौड़कर अंदर गया, नर्स हकलाते हुए बोली, वो पेशेंट गायब हो गया। ली राउटाई गुस्से से कर, जा साला। वैंग युआन ने तुरंत कहा, ली राउटाई देखो खिड़की खुली हुई है। ली राउटाई ने खिड़की से बाहर झांककर देखा, इतनी चोट लगने के बाद भी ट्रेन पाइप पकड़कर भाग गया। फिर डरते हुए उसने वुचैन को रिपोर्ट दी, वो लॉलीपॉप ब्रेक के दौरान गायब हो गया, लेकिन टेंशन मत लो ब्रदर इन लॉ, मैंने लोग भेज दिए है, वो बुरी तरह इंजर्ड है, दूर तक नहीं जा सकता, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। वुचैन ने भाई सिकोड़ ली, इतनी सफाई क्यों दे रहे हो, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? वुचैन ने मन ही मन सोचा, लाउडाओ से मिलने से पहले सिर्फ एक ही इंसान था जो उस पर प्रेशर डाल सकता था, और वो ली राउटाई था, और उसकी गिल्टी आवाज सब कुछ बता रही है। दूसरी तरफ ली राउटाई घबरा गया और हकलाते हुए बोला, ऐसा नहीं है ब्रदर इन लॉ, मैं सच में। वुचैन ने बीच में ही रोक दिया, ठीक है मुझे समझ आ गया, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। ली राउटाई तुरंत बोला, जी ब्रदर इन लॉ, फोन मत रखिए, मुझे भी ढूंढने दीजिए। फिर वुचैन कपड़े बदलने लगा, हजारों सालों की रीइंकार्नेशन वाली यादों में मुझे याद है कि लाउडाओ किन जगहों पर जा सकता है, शायद सिर्फ वही जगह बची है, लाउडाओ तुम बच नहीं सकते, हमारा मिलना तय है। फिर वुचैन को याद आया, सुनचाओ रोड, शिनमू रोड, और दोनों शिंगशांग डिस्ट्रिक्ट। अगर मुझे सही से याद है तो वही जगह है। डोंगहाई में डिंगलोंग के पास अपने आदमियों के लिए कई सेफ हाउसेस थे, लेकिन उनमें से एक ऐसा सेफ हाउस था जो अभी तक किसी ने यूज नहीं किया था, और उसकी चाबी अभी भी यही मौजूद थी। लाउडाओ बुरी तरह से इंजर्ड था और हॉस्पिटल का पेशेंट गाउन पहनकर भागा था, उसे रास्ते में कहीं ना कहीं कपड़े बदलने का जुगाड़ करना ही होगा, और साथ ही ली राउटाई के लोगों से भी बचना होगा, वो ज्यादा तेज नहीं चल सकता। रूम के अंदर घुसते ही वुचैन ने आसपास नजर डाली, इंटीरियर पूरा है, काफी कंफर्टेबल भी लग रहा है, ना धूल है ना गंदगी, सब कुछ बहुत साफ है, कोई इस जगह की रेगुलर सफाई करता है, काफी थ्रू आउट अरेंजमेंट है। रूम में थोड़ा ह्यूमन टच रखने से ये सस्पिशियस नहीं लगता कि सालों से खाली पड़ी जगह में अचानक कोई आ गया हो। वुचैन ने चारों तरफ देखते हुए सोचा, लगता है जो चीजें छुपाई गई है वो सिर्फ यही हो सकती है। उसकी नजर एक कॉम्बिनेशन लॉक सूटकेस पर पड़ी, वुचैन ने उसे आराम से बाहर निकाला, फिर कोड क्रैक करना शुरू किया, और कुछ ही देर बाद क्लिक, सूटकेस खुल गया। बदकिस्मती से सूटकेस अनलॉक करना तो हजारों सालों की रीइंकार्नेशन में सीखी गई सबसे बेसिक स्किल में से एक है। फिर उसने सूटकेस खोला, अंदर डॉक्यूमेंट, कैश, एक फोन, लॉलीपॉप और छोटे लॉलीपॉप रखे हुए थे। वुचैन ने सोचा, इन चीजों के लिए लाउडा जरूर वापस आएगा। फिर उसने फोन लगाया। दूसरी तरफ से ली राउटाई ने तुरंत कॉल रिसीव की, ब्रदर इन लॉ, क्या आपको वो मिल गया है? वुचैन ने सीधा जवाब नहीं दिया, हॉस्पिटल को फोन करो, शिनमू रोड नंबर 2 पर एम्बुलेंस भेजो। ये कहकर उसने फोन काट दिया। इसी वक्त दरवाजा खुला, लाउडाओ अंदर आया और दरवाजे का सहारा लेकर गहरी सांस छोड़ी, साला आखिरकार सेफ हो गया। लेकिन अगले ही पल उसने रूम में किसी की मौजूदगी महसूस कर ली। एक शैडो अंधेरे में बैठी हुई थी। लाउडाओ तुरंत चाकू लेकर उसकी तरफ झपटा, लेकिन वुचैन ने आराम से उसका वार रोक दिया। हर बार इतना एग्रेसिव होना जरूरी है क्या? लाउडाओ ने तुरंत हाथ वापस खींच लिया, फिर बिजली की रफ्तार से दूसरा अटैक किया, लेकिन वुचैन फिर आसानी से बच गया। तब लाउडाओ को समझ आ गया ये वुचैन है।
उसका दिल डूब गया। अभी तो मैं इंजर्ड हूँ, लेकिन सच कहूँ तो ठीक होने के बाद भी मैं इसको नहीं हरा सकता। वूचैन शांत स्वर में बोला, लाउडाओ रिलैक्स, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो एलिवेटर में ही मार चुका होता। मैंने तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला ली है। इस हालत में तुम्हारी बॉडी और टॉर्चर नहीं झेल सकती। लाउडाओ फिर भी सोच रहा था, लगता है वो लड़ना नहीं चाहता। अगर ऐसा तो शायद मुझे भागने का मौका मिल सकता है। वूचैन आराम से कुर्सी पर बैठ गया। मैलिंगशन वाकई नहीं चाहता कि तुम मुझसे बात करो। ये सुनते ही लाउडाओ का चेहरा सन रह गया। वूचैन बोलता रहा, मालिंगशान 21 साल की उम्र में उसने एक फेक कार एक्सीडेंट डेथ सीन क्रिएट किया था। पुलिस को फंसाया था, म्यांमार भाग गया था। 4 बार नाम बदलने के बाद उसने अपना नाम लियून रखा। ना जिन्फू ग्रुप को उसका असली नाम पता था, ना डिंग फैमिली को। फिर वूचैन को कैसे पता है? लाउडाओ का दिल जोर से धड़कने लगा। जब उसे मेरा असली नाम पता है तो क्या उसने मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन की इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली है? फैमिली के लिए आज मुझे अपनी जान दांव पर लगानी ही पड़ेगी। जब वूचैन ने देखा कि लाउडाओ लड़ने के लिए तैयार हो रहा है तो वो धीरे से खड़ा हो गया। शायद तुम सही हो, अपने परिवार को बचाना ही आदमी की जिम्मेदारी है। लाउडाओ, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। ये कहकर उसने लॉलीपॉप की तरफ इशारा किया। लाउडाओ ने तुरंत सोचा, लॉलीपॉप छीन लेना ही मेरी इकलौती चांस है। वूचैन ने उसकी सोच समझ ली। वो बस बाहें बांधकर खड़ा रहा। उठा लो लॉलीपॉप्स, उसमें छोटे लॉलीपॉप्स है, मुझे सीधा लॉलीपॉप मार दो। या फिर उसमें छोटे लॉलीपॉप्स नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। लाउडाओ, क्या तुम बैट लगाने की हिम्मत रखोगे? अब लाउडाओ के माथे पर पसीना आ गया। ये कैसा ट्रैप है? डिस्टेंस बहुत कम है। लॉलीपॉप उठाना, निशाना लगाना, ट्रिगर दबाना, 3 अलग एक्शंस हैं। और वूचैन के सामने 3 एक्शंस का मतलब है मौत। लाउडाओ ने गहरी सांस ली। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता? वूचैन की दिलचस्पी और बढ़ गई। बैट नहीं लगा रहे? लाउडाओ वाकई लाउडाओ ही है, हमेशा इतना इम्पेशेंट। लाउडाओ ने ठंडी आवाज में कहा, तुम जो भी इंफॉर्मेशन जानते हो मुझे उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। वूचैन ने सिर हिला दिया। बिल्कुल, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। लाउडाओ ने पूछा, किस बारे में? मैं डिंग फैमिली की बात ली फैमिली से नहीं करता और तुमसे भी नहीं करूंगा। वूचैन मुस्कुराया, मुझे उसकी जरूरत नहीं। जैसे डिंग लॉन्ग का सबसे डेंजरस ब्लैक मटेरियल वैंग रुई और वैंग फैमिली, उसकी किलिंग तुमसे करवाई गई थी। लाउडाओ का रंग उड़ गया। दुनिया में सिर्फ 3 लोग ये बात जानते थे, डिंग लॉन्ग, मैं और जिनाओ ग्रुप का लीडर। फिर ये कैसे जानता है? वूचैन ने बात जारी रखी, और एंगोंग की डेथ, उसके पीछे भी डिंग लॉन्ग था। लाउडाओ तुरंत एंगोंग को याद करने लगा। एंगोंग जिन्फू ग्रुप के कोर लीडर्स में से एक था, लीडर का पोता और ग्रुप का सबसे पावरफुल सक्सेसर कैंडिडेट। 5 साल पहले उसकी अचानक मौत हो गई थी। लीडर ने लाउडाओ को किलर ढूंढने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इतने सालों बाद भी कोई क्लू नहीं मिला। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है। एंगोंग के किलर को ढूंढना मेरी आखिरी इच्छा है। वूचैन ने धीरे से कहा, यह डिंग लॉन्ग की दूसरी ब्लैक मटेरियल फाइल है। लाउडाओ ने शक भरी नजर से देखा, कौन सी ब्लैक मटेरियल? सबूत कहाँ है? वूचैन हल्का सा हंसा, ब्लैक मटेरियल, व्हाइट मटेरियल कहो। तुम बिना सबूत के इतनी बड़ी बातें कहने की हिम्मत करते हो? लाउडाओ धीरे से अपनी कमर पर लगे चाकू को छूने लगा और मनी मन सोचा, पहले ये मुझे असली इन्फॉर्मेशन देता है, फिर झूठी इन्फॉर्मेशन देकर मुझे कंफ्यूज करता है। ये मुझे डिंग फैमिली के खिलाफ करना चाहता है। लाउडाओ ने एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने टेबल पर रखी लॉलीपॉप उठाई और सीधा वूचैन के चेहरे पर तान दी। हमारे बीच अब और बात करने को कुछ नहीं बचा। लेकिन वूचैन के चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी। लाउडाओ ने पास पड़ा तकिया उठाया और लॉलीपॉप के मजल पर रख दिया। अब भी मुस्कुराए हो? कोई आखिरी बात कहनी है? तुम बहुत देर तक मुस्कुरा नहीं पाओगे, अलविदा। और बैंग, गोली वूचैन के सर के पास से गुजरी। ये देखकर लाउडाओ हैरान रह गया। मैंने गोली चला दी, फिर भी तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? वूचैन ने शांत लहजे में जवाब दिया, मुझे भरोसा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। लाउडाओ ने ठंडी सांस छोड़ी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, ना डर ना हिचकिचाहट, एक पल के लिए भी नहीं। मैं इतने सालों से इस दुनिया में हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान पहली बार देखा है। लाउडाओ ने लॉलीपॉप नीचे कर दिया और बोला, अगर तुम अपनी जान दांव पर लगाकर मुझ पर भरोसा कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारी बात मान लेता हूँ। डिंग लॉन्ग ने ही एनगुन को मारवाया था। वूचैन ने शांति से कहा, चाहे मैं झूठ बोल रहा होता तब भी तुम इस बात की सच्चाई ढूंढने जाते। मैं तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े अफसोस के बारे में मजाक नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। लाउडाओ की आंखें फैल गई। क्या तुम्हारे पास वाकई सबूत है? वूचैन ने सिर्फ इतना कहा, आओ यहाँ बैठो। लाउडाओ सामने बैठ गया। वूचैन ने फोन निकाला। लाउडाओ, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो एक छोटा सा नाटक करना पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ एक आदमी को धोखा देना है, वो खुद तुम्हें सब कुछ सच बता देगा। लाउडाओ ने तुरंत पूछा, किसको? वूचैन ने फोन उसके हाथ में दे दिया। जिन चुआन को कॉल करो, उसे बोलो कि तुम भाग निकले हो। वो पूछेगा क्या हुआ, बस कह देना कि ली रुबिंग वक्त पर लोगों के साथ आ गई थी, लेकिन तुमने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसे चोट भी पहुंचाई। फिर देखना वो क्या बोलता है। उसके बाद एनगुन का जिक्र करना। लाउडाओ ने बिना सोचे सिर हिला दिया। ठीक है, उसने तुरंत कॉल लगा दी। जब उसने पूरी कहानी सुना दी तो जियांग चान ने लगातार कई सवाल पूछ डाले। तुम बचकर निकल आए? अच्छा, बहुत अच्छा। रुको, तुमने क्या कहा? तुमने ली रुबिंग पर हाथ उठाया, उसे चोट पहुंचाई? लाउडाओ ने नाटक जारी रखा, ज्यादा सीरियस नहीं है।
दूसरी तरफ जियांग चुआन लगभग पागल हो गया। डैम इट, मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। मैंने कहा था कि ली रुबिंग को हाथ मत लगाना। अगर वो वूचैन के साथ हो तो कुछ मत करना। लाउडाओ ने ठंडे लहजे में कहा, पर मैंने कर दिया, मुझे भी अपनी जान बचानी थी। जियांग चुआन गुस्से से फट पड़ा, डैम इट। लेकिन लाउडाओ ने उसे बीच में ही रोक दिया। जियांग चुआन, जुबान संभाल कर। मैं पैसे लेकर काम करता हूँ, तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी, अब उल्टा मुझ पर दोष दे रहे हो। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मुझे एनगुआन वाली बात पता है, डिंग फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। मैं इतने सालों से चुप रहा। अचानक जियांग चुआन रुक गया, उसकी आवाज बदल गई। एनगुआन, तुम्हें ये बात कब पता चली? इसी पल वूचैन ने लाउडाओ के हाथ से फोन ले लिया। फोन के दूसरी तरफ जियांग चुआन ने वूचैन की आवाज सुनी और उसका खून जम गया। वूचैन, तुम लाउडाओ के साथ क्यों हो? वूचैन ने बिना घुमाए फिराए पूछा। डिंगलोंग अभी नैंगयुआन में नहीं है ना? वो अपने होम टाउन गया है डिंगलाओ से मिलने। सही कह रहा हूँ ना? जियांग चुआन तुरंत चुप हो गया, उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। यंग मास्टर कल रात ही नैंगयुआन वापस गया था, कहा गया था कोई अर्जेंट फैमिली मैटर है, तो असली वजह ली रुबिंग थी। अगर ली रुबिंग को चोट पहुंचाई है तो ली फैमिली और डिंग फैमिली के रिश्ते टूट सकते हैं। ये तो सीधा अलायंस की फाउंडेशन हिला देने वाली बात है। सब कुछ मैंने ही अरेंज किया था और मैंने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। यंग मास्टर नैंगयुआन पहुंचते ही मुझे गोली मार देगा। जियांग चुआन का चेहरा सफेद पड़ गया। वूचैन ने सिर्फ एक ही लाइन कही, गुड लक। फोन रखने के बाद वूचैन ने लाउडाओ की तरफ देखा। जियांग चुआन डिंग फैमिली के लिए कोई सीक्रेट नहीं छुपाएगा। जब किसी को लगने लगे कि उसकी बलि चढ़ने वाली है तो उसकी वफादारी सबसे पहले टूट जाती है। जियांग चुआन मरना नहीं चाहता, उसकी वाइफ और बच्चे अभी भी ओवरसीज है, उसके फॉरेन अकाउंट्स में बहुत पैसा पड़ा है। अगर वो भागना चाहेगा तो सबसे पहले कुछ चीजें लेने यही जाएगा। लाउडाओ, नैंगयुआन में जो तुम्हारे आदमी है उन्हें तैयार रखो, जियांग चुआन को पकड़ना है। लाउडाओ ने धीरे से सिर हिला दिया। ये लोग एंगुन को मार सकते हैं तो मुझे मारना तो उनके लिए और भी आसान है। डिंग फैमिली के लिए काम करना अब बेकार है। लेकिन अगर तुम मेरा एक विश पूरा करने का वादा करो तो मैं जियांग चुआन को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा। तभी अचानक बाहर से हलचल की आवाज आई। लग रहा था काफी सारे लोग एक साथ पहुंच गए हैं। लाउडाओ तुरंत सतर्क हो गया, उसकी नजर दरवाजे की तरफ चली गई। उसके दिल में शक पैदा हो गया, ये क्या हो रहा है? इतने सारे लोग अचानक यहाँ क्यों आ गए? लाउडाओ ने अनजाने में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसका दिल तेजी से काम करने लगा। कहीं वूचैन मेरे साथ कोई चाल तो नहीं खेल रहा? शायद ये सब पहले से ही प्लान किया गया हो। शायद मुझे यहाँ रोकने के लिए ही उसने इतनी देर बात की। दरवाजा खोलकर अंदर आने वाला शाओलिंग था। मिस्टर वू, आप? वूचैन ने इंस्ट्रक्शंस दिए, तुम लोग नीचे वेट करो। अगर बाद में कोई और भाई आ जाए तो उन्हें भी बोल देना ऊपर मत आना। इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है, जितना हो सके डिस्पर्स हो जाओ और ध्यान रखना कि रेसिडेंट्स डिस्टर्ब ना हो। इंस्ट्रक्शंस खत्म करके वूचैन ने लाउडाओ से कहा, ठीक है लाओ, चलो कंटिन्यू करते हैं। इसी वक्त लाउडाओ के एक सबऑर्डिनेट ने फोन उठाया, ब्रदर डाओ। लाउडाओ ने कहा, मैसेज पढ़ा, कुछ भाइयों को लेकर तुरंत उस एड्रेस पर जाओ। अगर ज़ैंग चुआन दिखे तो उसे पकड़ लेना। सबऑर्डिनेट ने पूछा, ज़ैंग चुआन को पकड़ना है? वो कौन है? लाउडाओ ने बीच में ही रोक दिया, जो पूछना नहीं चाहिए वो पूछो मत। उसने लगभग मुझे मार ही डाला था। काम साफ होना चाहिए लेकिन वो जिंदा रहना चाहिए। सबऑर्डिनेट बोला, ठीक है। फिर वूचैन ने कहा, तुम्हारी मदद ज़ैंग चुआन को पकड़ने में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि डिंगलोंग ने एंगुआन को क्यों मारा था। 5 साल पहले एंगुआन कुछ लोगों को लेकर नेशनल बॉर्डर गया था बिजनेस डिस्कस करने के लिए। वो डिंगलोंग के साथ जेट स्मगलिंग में कॉपरेट करना चाहता था ताकि टोंग फैमिली धीरे धीरे जिन्हुआ ग्रुप में अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। लेकिन डिंगलोंग को ये इलीगल रास्ता पसंद नहीं था और उसने एंगुआन को मना कर दिया। एंगुआन उसके कैरेक्टर को नहीं समझता था। उसे लगा कि उसकी बेइज्जती हुई है, इसलिए उसने डिंगलोंग को धमकाया और फोर्स करने की कोशिश की। और उसी रात एंगुआन दुनिया से गायब हो गया। लाउडाओ चुप रहा। वूचैन ने आगे कहा, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट अब सामने आ चुका है। अब मैं तुम्हें एक और गिफ्ट देता हूँ। वूचैन ने फोन उठाया, कुनहान, मेरे पास लाउडाओ है, उसकी रैंसम अमाउंट $100 मिलियन है, सोच लो। लाउडाओ पूरी तरह से कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ कुनहान ने पूछा, तुम कौन हो? वूचैन ने घमंड से जवाब दिया, मैं वूचैन हूँ। ये सुनते ही कुनहान शॉक हो गया। वूचैन, मतलब लाउडाओ फेल हो गया? वो अभी भी जिंदा है? वूचैन बोला, जिंदा? मैंने उसे मारा ही नहीं। कुनहान ने जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं लगता 100 मिलियन बहुत ज्यादा है? तुम्हें लगता है मैं सच में इतना पैसा दूंगा? वूचैन ने उसे और प्रोवोक किया, वो मुझे मारने आया था और खुद पकड़ा गया। मैं सिर्फ पैसे मांग रहा हूँ, ये तो मेरी तरफ से काफी पोलाइट बात है। कुछ सेकंड सोचने के बाद कुनहान बोला, लाउडाओ की कमीशन इस मिशन के लिए 3 मिलियन थी और एक्स्ट्रा 2 मिलियन बोनस, टोटल 5 मिलियन। यही मेरी लिमिट है। तुम लाउडाओ को बॉर्डर तक ले आओ, एक हाथ से पैसे दिया जाएगा और दूसरे हाथ से आदमी। वूचैन हल्का सा मुस्कुराया, लीडर वाकई लीडर होता है, स्टाइल अलग होता है। तुम लाउडाओ का मैटर हैंडल कर सकते हो, लेकिन एंगुआन का क्या? तुम जानना नहीं चाहोगे कि एंगुआन को किसने मारा था? कुनहान खुद को रोक नहीं पाए, क्या मतलब, तुम जानते हो? तब वूचैन ने एंगुआन के मर्डर की पूरी कहानी दोबारा सुना दी। फिर वूचैन बोला, लेकिन कुनहान, तुम्हें डिंगलोंग की मदद करके वैंग रुओडा को मारने की बात पर क्या कहना है? कुनहान ने जवाब दिया, हाँ, लाउडाओ ने तुम्हें बताया होगा। वूचैन बोला, तो फिर मुझे ये भी पता होगा कि डिंगलोंग ने लाउडाओ से वैंग रुओडा को मरवाया था। वैंग रुओडा के मामले में मैं और डिंगलोंग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम में से एक मर ना जाए। मैं ये बात वैंग फैमिली को बता दूंगा।
कुन्हा ने दांत भींच लिए, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? लाउडाओ ने मनी मन सोचा, लीडर की टोन से लग रहा है कि वो वॉर शुरू करने वाला है। वुचैन ने कहा था कि वो मुझे एक बड़ा गिफ्ट देगा, आखिर वो करना क्या चाहता है? वुचैन ने शांत आवाज में कहा, इतना टेंस होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें धमका रहा होता तो हैंग विलेज वाले इंसिडेंट के बारे में कभी नहीं बताता। कुन्हा कुछ देर सोचता रहा, तो तुम चाहते हो कि मैं डिंग फैमिली के खिलाफ एक्शन लूं? वुचैन ने सीधा मना कर दिया, नहीं, तुम्हारा मैटर तुम्हारा है, मेरा मैटर मेरा है। मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। वैंग फैमिली इस बात को कभी नहीं छोड़ेगी और ली फैमिली भी तुमसे रिश्ता तोड़ देगी। कुनान इम्पेशेंट हो गया, तो फिर तुम क्या चाहते हो? वुचैन ने जवाब दिया, मुझे 100 मिलियन नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ लाउडाओ डोंगाई में ही रहे और मेरे लिए काम करे। अगर तुम मान जाओ तो मैं सब अरेंज कर दूंगा और गोल्डन फ्लावर में वैंग रूडा वाली इंसिडेंट का तुम लोगों से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। आखिरकार लाउडाओ को सब समझ आ गया। कुनान ने काफी देर तक सोचा और फिर बोला, अगर तुम्हारी कही हुई हर बात सच्ची है तो मैं मान जाता हूँ। ये सुनते ही वुचैन ने फोन लाउडाओ को दिया, उसे बात करो। दूसरी तरफ वाला आदमी हैरान था, तुम हमेशा से उसके साथ ही थे? लाउडाओ ने जवाब दिया, हाँ। फिर उसने पूछा, तुम फेल कैसे हो गए? लाउडाओ थोड़ा शर्मिंदा हो गया, हम 6 लोग मिलकर भी उसे नहीं हरा पाए। दूसरी तरफ से एक और सवाल आया, तो तुम काम नहीं करना चाहते या वुचैन तुम्हें फोर्स कर रहा है? लाउडाओ ने धीमी आवाज में कहा, मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, लगता है मैं थक गया हूँ। वुचैन मुस्कुराया, मुबारक हो, अब तुम आजाद हो। लाउडाओ कुछ कहना चाहता था, मिस्टर वू लेकिन वुचैन ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ज़ैंग को पकड़ो और उसे डोंगाई ले आओ, मुझे कुछ हिसाब चुकता करना है। एम्बुलेंस भी अब तक पहुंचने वाली होगी। वुचैन पहले लाउडाओ को एम्बुलेंस में ट्रीटमेंट के लिए ले गया, बाकी बाद में करेंगे, और लाउडाओ एम्बुलेंस में बैठ गया। वुचैन ने थके हुए लाउडाओ को मुड़कर जाते हुए देखा, मुझे अभी घर जाकर थोड़ी नींद पूरी करनी चाहिए। घर पहुंचकर वुचैन सच में अपनी नींद पूरी कर रहा था, फिर किसी आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसकी आंखें अभी आधी बंदी थी। वुचैन ने कंबल हटाया और देखा कि ली रूबिंग सामने थी। वुचैन ने तुरंत कंबल एक तरफ फेंका और ली रूबिंग को पकड़ लिया। ली रूबिंग, तुम क्या कर रही हो? ली रूबिंग शर्माते हुए बोली, मैं तो तुम्हें रिवॉर्ड देने आई थी। वुचैन धीरे धीरे उसके करीब आया, अच्छा तो फिर मुझे दे दो। ली रूबिंग ने कोई विरोध नहीं किया, बस हल्की सी सांसें लेती रही। इसके बाद वुचैन और ली रूबिंग ने जोश के साथ अपना काम चालू किया। बीच में ही अचानक ली रूबिंग बोली, अगर ध्यान से गिनोगे तो हमें मिले हुए सिर्फ 69 दिन हुए हैं। वुचैन ने नरम आवाज में जवाब दिया, हाँ सिर्फ 69 दिन हुए हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ समझता हूँ तो क्या तुम मानोगी? ली रूबिंग ने क्यूरियस होकर पूछा, जैसे? वुचैन बोला, जैसे आज तुम्हारा कोई काम नहीं था, तुम यहाँ सिर्फ मुझे छेड़ने आई हो। ली रूबिंग ने वुचैन का हाथ पकड़ लिया, इससे छेड़ना नहीं कहते, ये शब्द बहुत हार्श लगता है। वुचैन ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखते हुए हंसते रहा। फिर ली रूबिंग उठकर बैठ गई। ठीक है, समझ गई मेरे प्यारे वुचैन, अभी तुम बहुत बेचारे लग रहे हो। ये कहकर उसने वुचैन का चेहरा दोनों हाथों में पकड़ा और बार बार उसके गाल पर किस करने लगी। लव यू वुचैन, अब उदास मत होना, लो और किसेस लो, मुआ मुआ मुआ। वुचैन ने प्यार से ली रूबिंग को गले लगा लिया। ली रूबिंग ने मनी मन सोचा, इसके गले लगना कितना खुश कर देता है, क्या प्यार में होना ऐसा ही फील होता है? अचानक उसे कुछ याद आया, अरे हाँ, आज रात ली राउटाई भी आ रहा है। वुचैन हैरान हो गया, मैं तो लाउडाओ के भागने वाली इंसिडेंट पर गुस्सा भी नहीं हूँ। ली रूबिंग ने भाई सिकोड़ ली, हम उसे ज्यादा बिगाड़ नहीं सकते। जो गलती करे उसे खुद रिफ्लेक्ट करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तभी डोरबेल बज गई। ली रूबिंग बेड से उतर गई। ये वही बॉडीगार्ड्स होंगे जिन्हें मैंने ग्रोसरीज लेने भेजा था। ग्रोसरीज रिसीव करने के बाद ली रूबिंग बोली, ठीक है, तुम लोग अब वापस जा सकते हो। फिर वो दौड़ते हुए घर के अंदर आई। मेरे प्यारे वुचैन, किचन किधर है? वुचैन ने एक डायरेक्शन की तरफ इशारा किया और बोला, ली रूबिंग, तुम कुक करना जानती हो? ली रूबिंग बैग से सामान निकालने लगी और बोली, हाँ, आज तुम्हें मेरी कुकिंग टेस्ट करवाती हूँ। जब मैं अब्रॉड पढ़ रही थी तब मैं खुद के लिए खाना बनाती थी। मुझे चाइनीज और वेस्टर्न दोनों डिशेस थोड़ी बहुत आती है। वुचैन ने हाथ बांधकर उसे देखा, तुम्हें कुकिंग आती है? बिल्कुल आती है। ली रूबिंग थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई। काम शुरू करने के बाद मैंने कई सालों से कुकिंग नहीं की, लेकिन एक बार कुकिंग सीख लूं तो कभी भूलती नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सुशीनियन से बेटर बना सकती हूँ, लेकिन तुम जैसे बड़े बड़े मर्दों से तो डेफिनेटली बेटर बनाऊंगी। मेरे प्यारे वुचैन, क्या तुम कुकिंग कर सकते हो? जैसे उसने बात खत्म की, उसके हाथ की मछली उछल गई। मछली टेबल पर गिर गई और साथ में एक टेबल भी जमीन पर गिरा दी। ली रूबिंग घबरा गई। वुचैन बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। ली रूबिंग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मछली पकड़ने की कोशिश की। कोई बात नहीं, सब कंट्रोल में है। लेकिन मछली लगातार उछलती रही। पानी पूरे फ्लोर पर छिड़क गया। आखिर वुचैन ने मजबूरी में कहा, जाकर कपड़े बदलो, यहाँ मैं संभाल लेता हूँ। ली रूबिंग नहाते वक्त सोच रहे थे, मैं खुद कुकिंग करना चाहती थी। जब ली राउटा आए तो पूरी फैमिली साथ बैठकर डिलीशियस डिनर एंजॉय करे। मैं नहीं चाहती थी कि लाउडा वाली इंसिडेंट की वजह से वुचैन और मेरे इकलौते छोटे भाई के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। सब उस बदमाश मछली की गलती है, अब टाइम भी नहीं बचा। लेकिन जैसे ही वो किचन में गई, उसने तेल के तड़कने की आवाज सुनी। ली रूबिंग टेबल पर रखी डिशेस को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाई। वुचैन ने देखा और पूछा, क्या देख रही हो?
लिरुबिंग मनी मन सोचने लगी, ये सच में कुकिंग कर सकता है? वैसे भी ऐसा क्या है जो इसे नहीं आता? वूचैन मेरे लिए खाना बना रहा है, मुझे फोटो लेनी ही पड़ेगी। जैसे उसने फोन उठाया उसने पूछा, मेरे मिस्टीरियस डार्लिंग, क्या तुमने पहले कभी सुशी नियन के लिए कुकिंग की है? वूचैन ने तुरंत जवाब दिया, कभी नहीं। अगर घर की नॉर्मल कुकिंग काउंट ना करे तो मैंने शायद किसी भी लड़की के लिए कभी कुकिंग नहीं की, तुम पहली हो। लिरुबिंग ने खुशी से वूचैन की गर्दन पकड़ लिया और उसके गाल पर किस कर दिया। वूचैन ने उसे कुछ देर तक वैसे ही रहने दिया, फिर बोला, ठीक है, काफी देर हो रही है, अभी बहुत सारी डिशेस बननी बाकी है, ली राउटा भी अभी बस आने ही वाला होगा। कुछ देर बाद ली राउटा आ गया, सिर्फ ब्रदर इन लॉ में आ गया। लिरुबिंग के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, चलो खाना खाते हैं, ये सब तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने अकेले बनाया है। ली राउटा ने एक बाइट ली और तुरंत थम्स अप कर दिया, ये पूरी टेबल, ब्रदर इन लॉ आप कमाल हो, ब्रदर इन लॉ आप तो अमेजिंग हो, ओ माय गॉड, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना डिलीशियस खाना कभी नहीं खाया, वाव आप अनबिलीवेबल हो। लिरुबिंग ने बाहें सिकोड़कर ली राउटा को देखा और मनी मन सोचा, अगर माफी मांगनी है तो प्रॉपरली मांगो, सिर्फ मक्खन मत लगाओ। वूचैन ने मुस्कुरा कर कहा, लिरुबिंग तुम भी खाओ। लिरुबिंग ने सीधा और प्यार से जवाब दिया, ओके खाती हूँ। लिरुबिंग को यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि ये टेस्ट इतना जबरदस्त था कि किसी भी मिशेलिन शेफ से कम नहीं लग रहा था, और ये उसके बॉयफ्रेंड की स्किल थी, ओ माय गॉड। वूचैन ने उसका रिएक्शन देखकर कहा, अगर पसंद है तो और खाओ, और ली राउटा अगर तुम्हें पसंद आया तो बार बार आ जाना, मैं और तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे लिए कभी भी बना देंगे, और ज्यादा मत सोचो, लाउडा वाली इंसिडेंट हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करेगी। ली राउटा की आंखें भर आई, ठीक है। खाना खत्म करने के बाद ली राउटा खुश होकर चला गया। लिरुबिंग आकर वूचैन के भाव में सिमट गई, अभी काफी देर हो गई है, हमें रेस्ट करना चाहिए। वूचैन बोला, लिरुबिंग ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। लिरुबिंग ने तुरंत उसके होठों पर उंगली रख दी, थोड़ी इनकन्वीनियंस को मैनेज किया जा सकता है, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगली सुबह वूचैन ने हैरानी से पूछा, तुम फिर से दांत क्यों ब्रश कर रही हो? कल रात सोने से पहले ब्रश किया था, फिर दोबारा किया, सुबह 5 बजे एक्सरसाइज के बाद फिर ब्रश किया, और अब 7 बजे फिर ब्रश कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता टूथब्रश खराब हो जाएगा? लिरुबिंग ने उसे घूर कर देखा, हर चीज की हद होती है, शेमलेस कहीं के। ओहो हो, अब समझा इतना ब्रश क्यों कर रही है। वूचैन ने और बहस नहीं किया और बोला, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, खाओगी? लिरुबिंग लिपस्टिक लगाते हुए बोली, नहीं मुझे कंपनी जाना है, और तुम आज कंपनी जा रहे हो? वूचैन शर्ट पहनते हुए बोला, नहीं मुझे कुछ काम है। लिरुबिंग ने मुड़कर पूछा, तुम वूरैंग से मिलने जा रहे हो? वूचैन ने सीधा मना कर दिया, नहीं। जाने से पहले लिरुबिंग ने उसे किस किया और बोली, अच्छे से रहना, मैं कंपनी जा रही हूँ। लिरुबिंग कंपनी पहुंची और काम के ढेर में बिजी हो गई। अचानक सुशी नियन का फोन आया, मिस ली क्या तुम्हें पता है वूचैन कहाँ गया है? लिरुबिंग चौंक गई, हाँ क्या हुआ, तुम उसे ढूंढ नहीं पा रही? सुशी नियन बोले, ऐसा नहीं है, उसने कहा कि वो डोंगाई में नहीं है, मैंने पूछा भी लेकिन उसने बताया नहीं। लिरुबिंग ने उसे तसल्ली दी, ठीक है मैं पूछती हूँ, टेंशन मत लो, चलो फोन रखती हूँ। कॉल कट करते ही लिरुबिंग ने तुरंत वूचैन को फोन लगा दिया, मेरे प्यारे वूचैन कहाँ हो तुम? वूचैन ने बोला, काम कर रहा हूँ। लिरुबिंग ने फिर पूछा, कहाँ हो और क्या कर रहे हो? फोन की दूसरी तरफ से वूचैन कुछ बोल पाता उससे पहले एक और आवाज आई, तुम क्या कर रहे हो, कोई तुम्हें बार बार कॉल क्यों कर रहा है? लिरुबिंग ने तुरंत पहचान लिया, ये एक औरत की आवाज थी और उसने ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। उसकी बाहें सिकुड़ गई, मेरा प्यारा वूचैन किसी और औरत के साथ है क्या? वो सुशी नियन से सच छुपा रहा है? लिरुबिंग ने बेचैन होकर बात काट दी, ठीक है मेरे प्यारे, तुम अपना काम करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इसी वक्त वूचैन की तरफ, वूचैन एक बार में बैठा हुआ था, वही औरत फिर से शिकायत करने लगी, अभी तक तुमने कुछ ही बातें की और इतनी सारे कॉल्स आ चुके हैं। वूचैन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लिरुबिंग से बोला, हाँ अभी के लिए इतना ही, मैं रखता हूँ। उसके सामने इस वक्त शंघाई का माओ राउटाई बैठा था। माओ राउटाई ने कहा, दोस्त सीधी बात क्यों नहीं करते, एक दूसरे का टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा? पर्पल बालों वाली लड़की भी बोल पड़ी, फिफ्थ मास्टर ये यहाँ सिर्फ टाइम वेस्ट करने आया है, अगर यकीन नहीं है तो देख लो, अभी फिर एक और फोन आ जाएगा। जैसे उसने बात खत्म की वूचैन का फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। पर्पल बालों वाली लड़की हंस पड़ी, देखा मैंने कहा था ना। माओ राउटाई गुस्से में चिल्लाए, डील हुई या नहीं, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? उसने सीधा लॉलीपॉप निकालकर वूचैन पर तान दी, अगर बात करनी है तो उस बेकार फोन को फेंक क्यों नहीं देते? लेकिन माओ राउटाई अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही वूचैन ने आसानी से उसका लॉलीपॉप छीन लिया और उल्टा उस पर तान दी। माओ राउटाई को समझ ही नहीं आया, मेरा लॉलीपॉप इसके हाथ में कैसे आ गया? पर्पल वाली लड़की चीख उठी, भूत, क्या ये भूत है? सारे अंडरलिंग तुरंत खड़े हो गए, बॉस, फिफ्थ मास्टर, साला तेरी हिम्मत कैसे हुई? चिल्लाते हुए सबने लॉलीपॉप वूचैन पर तान दी। तभी वूचैन का फोन फिर बज गया। माओ राउटाई के माथे पर पसीना आ गया, उफ, तुम्हारे दोस्त का फोन फिर बज रहा है, पहले कॉल ही रिसीव कर लो। वूचैन ने फोन उठा लिया, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम उस औरत के साथ हो क्या? फोन उठाना इतना मुश्किल था? वूचैन ने सिर्फ इतना कहा, मैं बिजी हूँ। दूसरी तरफ से शिकायत भरी आवाज आई, एक दिन से ज्यादा हो गया है, तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया, तुम्हारे पास जरा भी कॉन्शियस नहीं है। वूचैन मुस्कुराए, इतनी जल्दी क्या है, मुझे मिस कर रही हो?
दूसरी तरफ वूरैंग थी। वूरैंग ने बिना झिझक जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, इतना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल रात मैंने सपना भी देखा कि तुम मेरे साथ थे। मैं तो सोच रही थी कि शायद तुम ली रूबिंग के साथ हो। इस बार वूचान ने सीधा जवाब दिया, मैं सिटी के बाहर हूँ, 2 दिन में डोंगाई वापस आ जाऊंगा। वूरैंग हैरान होगी, तुम सिटी के बाहर हो? ठीक है, फिर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, तुम अपना काम करो, यू बैडी। वूचान ने कहा, ठीक है, रात को तुम्हें कॉल करूंगा। जब वूचान फोन पर बात कर रहा था तब एक थग पीछे से चाकू लेकर उस पर हमला करने आया, लेकिन वूचान ने पल भर में सिर घुमा दिया और धड़ाम एक छोटा लॉलीपॉप चला। थग के हाथ से चाकू सीधा उड़कर जमीन पर गिर गया। उस थग को लगा कि वो मर गया है, लेकिन सच ये था कि वो जिंदा था और चाकू हवा में घूमता हुआ सीधा जमीन में जा घुसा। एक पल के लिए सब लोग जैसे जम गए, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वूचान ने लॉलीपॉप सीधा माओ रावटाई की तरफ तान रखी थी। ये देखते ही माओ रावटाई तुरंत घुटनों पर बैठ गया। ब्रो मुझे नहीं पता किसने तुम्हें मुझे मारने भेजा है, मैं तुम्हें 20 मिलियन देता हूँ, नहीं 50 मिलियन, मैं 50 मिलियन दूंगा, बस मेरी जान बख्श दो। वूचान चुप रहा। माओ रावटाई को लगा 50 मिलियन काफी नहीं है, साला जान सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं और पैसे दूंगा। माओ रावटाई ने ऑफर बढ़ाना शुरू कर दिया, मुझे मत मारो, मैं 100 मिलियन दूंगा, नहीं 100 मिलियन और दूंगा, जितना भी सामने वाला दे रहा है मैं उससे 100 मिलियन ज्यादा दूंगा। तब जाकर वूचान बोला, मुझे बस वो लोग पसंद नहीं जो मुझे गाली देते हैं। फिफ्थ एल्डर, क्या हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं? माओ रावटाई तुरंत अपने आदमियों पर चिल्लाया, सुना नहीं क्या तुम लोगों ने, सब बाहर निकलो। वूचान ने माओ रावटाई का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। खड़े हो जाओ, चलो, लॉलीपॉप में एक गोली अभी भी बाकी है, रख लो, लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाना। माओ रावटाई ने सर खुजाया, ब्रो आप तो बड़े मजेदार आदमी हो, मैं आपके सामने स्टाइल मारने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, बताइए क्या काम है? वूचान ने कहा, 3 साल पहले तुमने यांग शियांग को अरेंज किया था डिंगलोंग को फंसाने के लिए, फिर उसकी बातें छुपकर सुनकर शंघाई वाला इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि तुमने उसके पास एक और भी जवान और खूबसूरत लड़की भेजी है। फिफ्थ एल्डर, इस बार क्या प्लान है तुम्हारा? माओ रावटाई के दिल में झटका लगा, मेरा डिंगलोंग को फंसाने वाला प्लान एक्सपोज हो गया। क्या यह डिंगलोंग का भेजा हुआ आदमी है? साला ये मैटर हैंडल करना मुश्किल होने वाला है। वूचान ने हाथ बांध लिया और उसे देखता रहा। फिफ्थ एल्डर माओ, तुमने 20 साल लगाकर नेस्पर को शंघाई का टॉप बिजनेस बनाया, हर महीने 30 मिलियन से ज्यादा रेवेन्यू आता है। उसके अलावा शंघाई एंटरटेनमेंट, डिंगशैंग, शंघाई टेक्नीशियन, गोल्डन टाइकून और शंघाई गोल्डन आर्ट मॉडल भी तुम्हारी कंपनी है। तुम्हारी नेटवर्थ 3 बिलियन से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? माओ रावटाई और भी कंफ्यूज हो गया, यह बातें किसी असासिन जैसी नहीं लग रही। इसने तो मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट कर रखी है, ये चाहता क्या है? वूचान फिर बोला, मिस्टर माओ इतना नर्वस मत हो, मेरी बात सुनो। पिछली बार डिंगलोंग के साथ जो करना पड़ा वो मजबूरी में किया था, सही, आखिर वो गू फैमिली की रिक्वेस्ट थी। माओ रावटाई और उलझ गया, अब गू फैमिली को क्यों घसीट रहा है, ये लड़का करना क्या चाहता है? वूचान ने आगे समझाया, शंघाई की बड़ी फैमिलीज में गू फैमिली की रैंकिंग ज्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन लोकल कम्युनिटी के साथ उनके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, इसलिए चाहे वो डिंग फैमिली से कमजोर हो, गैप उतना भी बड़ा नहीं है। शंघाई में तुम्हारा गू फैमिली के करीब होना कोई अजीब बात नहीं। माओ रावटाई अब भी अपनी सोच में उलझा हुआ था, ये ऑपरेशन सच में समझ से बाहर है। वो हकलाते हुए बोला, ब्रो आप आखिर हो कौन? वूचान ने ताली बजाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ डिंगलोंग वाले मैटर में तुमने बहुत अच्छा काम किया। माओ रावटाई की आंखें चमक उठे, उसने तुरंत बात पकड़ ली, ब्रो आपकी डिंगलोंग से दुश्मनी है? वूचान ने सीधा जवाब दिया, बिल्कुल। माओ रावटाई जोर से हंस पड़ा, ही 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 ही। ब्रो ये बात पहले क्यों नहीं बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। आप तो अपनी ही आदमी निकले, आओ बैठो आराम से बात करते हैं। लेकिन वूचान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैंने सुना है शियाशिन हमेशा से तुम्हारे साथ कोऑपरेट करती रही है। ये सुनते ही माओ रावटाई के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसके दिमाग में शियाशिन की याद आ गई। जब मैंने उसे पहली बार देखा तब वो एक अनमोल खजाना लग रही थी। मैं तुरंत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन उसके आसपास एक अजीब सा डेंजरस ऑरा था। मुझे महसूस हुआ कि वो बहुत खतरनाक है, इसलिए मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, छुपकर उस पर नजर रखी। उसे भी पता था उसकी अकेली और उदास नजरें सच में दिल हिला देती थी। मैं तुरंत उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मुसीबत आ जाएगी, इसलिए मैंने खुद को रोक लिया। छुपकर अरेंज किया कि कोई आदमी उसके पास ना पहुंच सके। एक तरफ अगर मैं उसे नहीं पा सकता था तो कोई और भी नहीं पा सकता था। दूसरी तरफ मैंने डिंगलोंग पर एक एहसान भी कर दिया था कि अगर कभी बात बाहर निकले तो मैटर कवर हो सके। अचानक शियाशिन का नाम सुनने से माओ रावटाई को सब समझ आ गया। अब समझा, इसलिए ये कह रहा था कि उसकी डिंगलोंग से दुश्मनी है। मैं समझ गया, ये आदमी और शियाशिन वैसे वाले रिलेशनशिप में है। केवल इसी तरह का लवर पाकर शियाशिन डिंगलोंग से डरेगी नहीं। माओ रावटाई मुस्कुराया और बोला, समझ गया ब्रो, मैं सब समझ गया। क्या मैं आपके लिए कुछ अरेंज करूँ? गारंटी देता हूँ आपका मूड अच्छा हो जाएगा। वूचान हैरान हो गया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं उन्हें डोंगाई ले जाना चाहता हूँ। माओ रावटाई ने चिन सह ली। हाँ ब्रो, क्या शंघाई इतना बोरिंग हो गया है? तुम दोनों जगह भी चूज करते हो। वूचान ने तुरंत मना किया, नहीं बात वो नहीं है। मैं शियाशिन से तब मिला था जब मैं शियाशिन को ट्यूशन पढ़ा रहा था। मैं नहीं चाहता कि तुम ये बात डिंगलोंग को बताओ। मैं स्पेशली तुमसे मिलने इसीलिए आया हूँ। आज यहाँ आने की वजह बस यही है।
मावरावटा एकदम स्टन रह गया। हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे थे? रुको ब्रो, तुमने क्या कहा? उन्हें कहाँ ले जा रहे हो? मावरावटा मन ही मन सोचने लगा, डोंगाई डोंगाई तो ली फैमिली के यंग मास्टर ली रावटाई का टेरिटरी है। क्या ली रावटाई शियाशिन को वहाँ ले जाना चाहता है? वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। मावरावटाई ने फिर पूछा, ब्रो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? वूचैन ने सीधा जवाब दिया, वूचैन। इसी वक्त मावरावटाई का फोन बज उठा। मावरावटाई बोला, मिस्टर वू मैं ये कॉल रिसीव कर लेता हूँ। वूचैन मुस्कुराया, मिस्टर माओ जरूर। फोन की दूसरी तरफ से एक बेचैन आवाज है, हेलो माओ, क्या सिचुएशन है? जिस आदमी के बारे में तुमने मुझे बताया था, क्या वो कोई प्रोफेशनल असेसिन है? मैं रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। मावरावटाई झिझक कर बोला, ब्रदर को पहले एक बात पूछो, क्या आप वूचैन को जानते हो डोंगाई में? फोन की दूसरी तरफ से आवाज जोर से आई, वूचैन क्या हुआ? मैंने तुम्हारी सिचुएशन पूछी थी, तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? मावरावटाई ने समझाया, वो इस वक्त मेरे ऑफिस में बैठा है। शंघाई की गु फैमिली का 3rd जनरेशन का मेंबर और ली रावटाई का दोस्त। गुइरुबो जोर से चिल्ला, क्या वो तुम श्योर हो? मावरावटाई क्यूरियस हो गया, ब्रदर को ये वूचैन आखिर है कौन? मुझे याद है आपने पहले भी एक बार उसका जिक्र किया था। गुइरुबो ने तुरंत जवाब नहीं दिया, रुको मुझे कंफर्म कर लेने दो, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। पहले सिचुएशन स्टेबल रखो, मैं लोगों को लेकर तुरंत आ रहा हूँ। वूचैन ने दिलचस्पी से पूछा, गुइरुबो आ रहा है? मावरावटाई ने हैरानी से पूछा, मिस्टर वू क्या आप ब्रदर गु को जानते हैं? उसके दिल में आग लगी हुई थी, अगर तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो इतना ड्रामा क्यों हुआ? वूचैन ने फिर मना कर दिया, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसके बारे में मैं जानता हूँ और वो मेरे बारे में जानता है। चलो पहले शियाशिन की बात करते हैं। उसके बाद वूचैन ने मावरावटाई से 7 जुलाई के बाद शियाशिन के सिचुएशन के बारे में सब कुछ पूछा। आखिर में मावरावटाई ने कहा, मिस्टर वो आने वाले दिनों में शियाशिन से रिलेटेड मुझे और कुछ नहीं पता। वूचैन ने आराम से फोन उठाया, कॉल लगाया और बोला, ली रावटाई। दूसरी तरफ ली रावटाई था, ब्रदर इन लॉ मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि आप शंघाई में हो। वूचैन बोला, हाँ क्या गुइरुबो ने तुम्हें कॉल किया था? ली रावटाई बेचैन होकर बोला, हाँ ब्रदर इन लॉ वो ब्रदर गु सच में मेरा भाई है। प्लीज अगर उससे कोई गलती हो गई है तो थोड़ा रहम करना, मैं उसे समझा दूंगा। वूचैन हंस पड़ा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं यहाँ बिजनेस डिस्कस करने आया हूँ। तभी ली रावटाई पैनिक में कॉल पर आ गया। उसने मुझे फोन करके पूछा था कि क्या मेरा ब्रदर इन लॉ वूचैन फिर से किसी को लॉलीपॉप से डरा रहा है। वूचैन ने एक नजर सामने डाली, मैंने कहा ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आ गया है, फोन रखता हूँ। इसी वक्त गुइरुबो अंदर आया, उसकी नजर सीधे वूचैन से मिली। वूचैन तुम डोंगाई से हो ना? गुइरुबो ने फोन पकड़ते हुए कहा, ली रावटाई। ली रावटाई जल्दी से बोला, ब्रदर को वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, प्लीज उनसे पोलाइटली बात करना। गुइरुबो थोड़ा चिढ़ गया, क्या बकवास कर रहा है, मेरा चेहरा देख, क्या मैं पोलाइट नहीं लगता? ली रावटाई पसीना पोंछने लगा, नहीं बात वो नहीं है, मैं कैसे समझाऊं, बस पोलाइट रहना, उन्हें प्रोवोक मत करना। गुइरुबो मन ही मन सोचने लगा, ली रावटाई का टोन कुछ अजीब लग रहा है, जैसे ली रूबिंग और ली रावटाई दोनों ही वूचैन से डरते हो। ये वूचैन आखिर है कौन? ली रावटाई ने फिर कहा, याद रखना मेरे ब्रदर इन लॉ के खिलाफ कभी मत जाना, वरना बाद में मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया। गुइरुबो ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? ली रावटाई ने सीरियस टोन में जवाब दिया, मेरे ब्रदर इन लॉ की गाइडेंस और मदद की वजह से ही वे फैमिली का मैटर सॉल्व हुआ, और उस इंसिडेंट की न्यूज भी सबसे पहले उन्हीं ने दी थी, समझे? गुइरुबो को यकीन ही नहीं हुआ, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का बैकग्राउंड आखिर है क्या? ली रूबिंग ने जवाब दिया, सोचो हमारी ली फैमिली भी उनका बैकग्राउंड नहीं निकाल पाई, और उन्होंने मेरे डैड के साथ भी सक्सेसफुल नेगोशिएशन कर ली, अब तो मुझे हर काम में उनकी बात माननी पड़ती है। गुइरुबो ने गहरी सांस ली, समझ गया। फोन रखने के बाद गुइरुबो के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, हाँ मिस्टर वू, आपके बारे में बहुत सुना है, ली रावटाई हमेशा आपका जिक्र करता है, आप शंघाई आ गए और हमें बताया भी नहीं, मैं एयरपोर्ट से ही आपको पिक करवा लेता। मावरावटाई मनी मन हैरान रह गया, ब्रदर गु तुम तो अपने बाप के सामने भी इतने इंथुसियास्टिक नहीं होते। गुइरुबो जोर से बोला, ओल्ड माँ तुम्हारे आदमियों की आंखें या ढक्कन माउंटेन टाई को नहीं देख पाते, ये क्या किलिंग और फाइटिंग की बातें कर रहे थे, मिस्टर वू मेरे ऑनर्ड गेस्ट है। मावरावटाई तुरंत बोला, हाँ सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। गुइरुबो ने आगे बढ़कर वूचैन से हाथ मिलाया, मिस्टर वो आप अभी अभी आए होंगे, चलिए मैं आपको शंघाई घुमाता हूँ। वूचैन खुशी से मान गया, ठीक है किसी रेस्टोरेंट में अरेंजमेंट कर लो। रास्ते में गुइरुबो ने क्यूरियस होकर पूछा, वैसे मिस्टर वू क्या आप मेरे बड़े भाई को जानते हैं? उसके दिमाग में ली रावटाई की बात घूम रही थी, सच कहो तो मेरे ब्रदर इन लॉ शायद इंसान भी नहीं है, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। गुइरुबो के दिल में भी ये जानने की बहुत इच्छा थी कि यह महान आदमी आखिर है कौन। जब उसने देखा कि वूचैन चुप है तो फिर बोला, मैं आपसे थोड़ी गाइडेंस लेना चाहता हूँ। वूचैन ने शांत आवाज में पूछा, तुम ये पूछना चाहते हो कि तुम्हारे ब्रदर से कैसे जीतना है? गुइरुबो थोड़ा टेंस हो गया, मिस्टर वू आपका क्या ख्याल है? वूचैन ने शांत तरीके से एनालिसिस करना शुरू किया, शंघाई की गु फैमिली की 3rd जनरेशन में तुम और तुम्हारे बड़े भाई गु शियांग दोनों बिजनेस जीनियसेस हैं। दूसरी फैमिली तुम दोनों को गु फैमिली के ट्विन स्टार्स के नाम से जानती है, और तुम दोनों के बीच रिलेशनशिप भी काफी अच्छा है, इसे एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप कहा जा सकता है।
फैमिली के ज्यादातर रिसोर्सेज तुम्हारे बड़े भाई को सपोर्ट करते हैं। हालांकि तुम भी बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में तुम अपने भाई से डायरेक्टली क्लैश नहीं कर सकते। रिसोर्सेज पर भी उनका हक पहले है, इसलिए उन्हें हराने की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। गुइरुबो के अंदर थोड़ी बेचैनी हुई। इतनी लंबी स्पीच, ये सब तो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर किसी को भी पता चल सकता है। क्या ली राउटा ने इस वूचन को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बता दिया है? तब वूचन ने बात बदली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम हिम्मत करते हो या नहीं। गुइरुबो मन ही मन सोचने लगा, ये कहना क्या चाहता है? अगर मेरे और मेरे भाई के रिलेशनशिप को जानता है तो अभी जो बात बोली उसका मतलब कुछ और होना चाहिए। वूचन आराम से पानी पीने लगा। तुम्हारे और तुम्हारे भाई का रिलेशनशिप सिर्फ बिजनेस का मैटर है। अगर तुम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो और अपने भाई से ज्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें। गुइरुबो तुरंत बीच में बोल पड़ा, तो मुझे क्या करना होगा मिस्टर वू? वूचन ने सीधा जवाब दिया, तुम डिंगलोंग का मतलब समझ नहीं पाए। गुइरुबो के दिमाग में तुरंत ख्याल आया, क्या ये मुझे यूज करके किसी को मरवाना चाहता है? क्या ये गू फैमिली और डिंग फैमिली के बीच में वॉर शुरू करवाना चाहता है, ताकि डिंग फैमिली के बिना रोक टोके ये ली रूबिंग और बाकी लोगों के साथ रह सके? लेकिन फिर उसने खुद ही उस सोच को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, अभी तो इसने क्लियरली कहा था कि बात बिजनेस और पैसे कमाने की है। इसने कभी नहीं कहा कि मुझे डिंगलोंग को मारना है। गुइरुबो ने और क्लियरली पूछा, मिस्टर वू, क्या आप उसका बिजनेस छीनना चाहते हैं? सच कहूँ तो सालों से मेरी उससे टक्कर चल रही है और मैं हमेशा डिसएडवांटेज में रहा हूँ। वूचन ने समझाना शुरू किया, तुम्हारी डिंग फैमिली के साथ जो कंपटीशन चल रही है उसके शुरुआती मेथड्स ही गलत है। जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर तुम उसे फॉलो करने की हिम्मत करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल में मैं गारंटी देता हूँ कि तुम अपने बड़े भाई को भी पीछे छोड़ दोगे। गुइरुबो की आंखें फट गई, ये तो बहुत ही एग्जैजरेटेड लग रहा है। लेकिन अगर सच में सिर्फ बिजनेस का मैटर है तो ली राउटा उसकी गारंटी दे रहा है। एक्साइटेड होकर गुइरुबो बोला, मिस्टर वू, मैं इस बिजनेस में हूँ। वूचन ने सीरियल आया, बहुत अच्छा, मैं एक फोन करता हूँ। फोन कनेक्ट होते ही वू रैंग की शरारती आवाज आई, यू नॉटी बॉय, अभी तो कॉल किया था, फिर से मेरी याद आ गई। वूचन ने सीधा कहा, शंघाई आ जाओ। वू रैंग हैरान रह गए, हाँ अभी तुमने 2 बातें की और मुझे तुरंत बुला लिया। वूचन ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ अभी। वू रैंग ने बिना सोचे मान लिया, ठीक है मैं तुरंत आ रही हूँ, मेरा वेट करना। मुआ। कॉल कट हो गया। गुइरुबो मन ही मन सोचने लगा, यह आवाज तो ली रूबिंग की नहीं थी। ली रूबिंग का बॉयफ्रेंड होकर इसके पास एक और औरत भी है। छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये सच में फ्यूचर में मुझे मेरे भाई से आगे निकल सकता है तो मैं गुइरुबो इसकी हर बात मानूंगा। थोड़ी देर बाद रिसेप्शनिस्ट एक औरत को अंदर लेकर आई। मैडम इस तरफ, मिस्टर वू इस रूम में है। गुइरुबो एकदम से चौंक गया, अरे मैडम वू। उसके दिमाग में तुरंत अभी वाली याद आ गई। वूचन ने अभी वू रैंग को कॉल किया था और मैंने क्लियरली सुना था, तुम बुरे आदमी, किस कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? वू रैंग सीधा तोड़कर वूचन के पास पहुंच गए। उसने वूचन का हाथ पकड़ लिया और उसके कान के पास झुककर धीरे से बोली, यू नॉटी बॉय, जल्दी करो और उन लोगों के साथ मीटिंग खत्म कर दो, मैं अब और वेट नहीं कर सकती। वूचन मुड़कर मुस्कुराया, अरे सिस्टर वू, आजकल तुम बहुत ज्यादा गिरने लगी हो। हाँ। वू रैंग ने नाक से आवाज निकाली, HMPH। फिर उसने गुइरुबो की तरफ देखा, बॉस गु, काफी वक्त हो गया है। गुइरुबो ने भी पोलाइटली जवाब दिया, मिस्टर वू, सच में काफी वक्त हो गया। गुइरुबो छुपकर से दोनों को ऑब्जर्व करने लगा। एक असली गॉडेस वाकई अलग होती है। वू रैंग और वूचैंग के बीच में कुछ तो अजीब है। कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। फिलहाल मैं वेट करता हूँ, पहले देखते हैं ये बिजनेस डील आखिर है क्या। वूचैंग ने कहा, हम सब यहाँ अपने ही लोग हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ, सिस्टर वू डिंग फैमिली से जुड़ी इंडस्ट्रीज में अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स निकाल देगी। 1 घंटे से भी ज्यादा देर बाद गुइरुबो हैरान रह गया। मिस्टर वूचैंग का प्लान कितना थोरो है। मैं अभी कॉल करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स मंगवाता हूँ। माओ भी इशारा समझ गया और बहाना बनाकर उठ गया। मिस्टर वू, मैडम वो, आप लोग यही बैठे, ब्रदर गु और मैं एक लॉलीपॉप पीने जा रहे हैं। वू रैंग भी थोड़ी इमोशनल हो गई। एक शब्द कहे बिना तुमने मेरे लिए बिजनेस पार्टनर भी ढूंढ लिया, क्या एफिशिएंसी है? वूचैंग ने उसकी तरफ देखकर नाराजगी से कहा, डिससैटिस्फाइड हो? वू रैंग ने हाथ बढ़ाया, सैटिस्फाइड, बहुत ज्यादा सैटिस्फाइड। बताओ मेरे छोटे हस्बैंड, मैं तुम्हारे शुक्रिया कैसे अदा करूँ? वूचैंग ने शांत आवाज में जवाब दिया, शुक्रिया किस बात का? ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है, बस तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझे इस वक्त मिली। वू रैंग थोड़ी नाराज हो गई। वो खड़ी हुई और बोली, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। फिर वो वूचैंग की गोद में बैठ गए। तुमने ये सब मेरे लिए किया है, इनकार मत करो, तुमने मेरे लिए ही किया है। वैसे क्या मेरे छोटे हस्बैंड हमारी रिलेशनशिप के बारे में गुइरुबो को बताने वाला है? वूचैंग ने उसकी बात मान ली। मैंने कब कहा कि मैं उसे नहीं बताऊंगा? बस मुझे नहीं लगता कि जानबूझकर बताने की जरूरत है। हाँ, अगर उसे पता भी चल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वू रैंग ने वूचैंग को किस करते हुए कहा, ऐसा है क्या? तुम बहुत बुरे आदमी हो। तुम अभी भी डर रहे हो कि कहीं बात बाहर ना निकल जाए और तुम्हारा और ली रूबिंग का रिलेशनशिप अफेक्ट ना हो। तभी गुइरुबो दौड़ता हुआ अंदर आया। मिस्टर वू, मैंने कॉल कर दिया है। गुइरुबो फिर से साइकोलॉजिकल स्ट्रगल में फंस गया। क्या मैं गलत देख रहा हूँ? ये वूचैंग के साथ है। ये वू रैंग है, मेरी जानकारी वाली वू रैंग। हर पार्टी में उसने देखा था कि उसके फादर के लेवल के बड़े बड़े लोग भी वू रैंग को खुश करने की कोशिश करते थे।
उसके छोटे अंकल ने भी कभी कहा था अगर वूरैंग मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दे तो मैं तुरंत डिवोर्स ले लूंगा और अपनी सारी एसेट्स उसके नाम कर दूंगा। ऐसी औरत एक 23 साल की वूचेन के साथ कैसे हो सकती है? उल्टा जो आदमी वूरैंग का बॉयफ्रेंड बन सकता है वो जरूर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, स्पेशल और फॉर्मिडेबल होगा। अब मुझे समझ आ गया कि ली राउटाई का क्या मतलब था। गुई रूबो ने ऑकवर्डली कहा, मिस्टर वू, मैडम वू, बिजनेस की बातों में हम खाना ही भूल गए। क्या आप दोनों को भूख लगी है? मैं वेटर को बुलाकर मेन्यू मंगवाता हूँ। इसी वक्त ली रूबिंग का कॉल आ गया। वूचैन ने फोन उठाया। हेलो ली रूबिंग, क्या हुआ? गुई रूबो का दिमाग फिर से उलझ गया। ली राउटाई की बड़ी बहन, वूचैन की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड, लेकिन वूचैन के पास उसकी मिस्ट्रेस भी बैठी है और उसने फोन स्पीकर पर लगा दिया। इसका मतलब क्या है? क्या वो मुझे और ली राउटाई को भी इसमें घसीटना चाहता है? अगर सेजविन मुझे कुछ पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूंगा? फोन की दूसरी तरफ से ली रूबिंग ने पूछा, अभी भी बिजी हो? तुम मुझे ये बताने नहीं वाले कि तुम शंघाई क्यों आए हो? ली राउटाई को पता है और उसने मुझे नहीं बताया। वूचैन ने जवाब दिया, हाँ अभी बिजी हो, बाद में बात करता हूँ। ली रूबिंग गुस्से में बोली, इतनी रात हो गई, आखिर तुम किस चीज में बिजी हो? और तुम्हें? गुई रूबो की रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। वूरैंग ने वूचैन की तरफ देखकर कहा, फिर मिस ली का फोन था। गुई रूबो सच में मेंटली ट्रॉमेटाइज हो चुका था। ये लोग करना क्या चाहते हैं? ऑफिशियल गर्लफ्रेंड के सामने वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं क्या? ली रूबिंग वाकई गुस्से में थी। वूरैंग तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे साथ शंघाई गई है। वूचैन ने सीधे सीधे मान लिया, हाँ मैंने ही उसे यहाँ बुलाया था। कुछ ऑफिशियल बिजनेस डिस्कस करना था और कुछ बातें भी करनी थी। दूसरी तरफ गुई रूबो को जैसे एनलाइटमेंट मिल गया हो। मिस्टर वू को उसका नाम लेने की क्या जरूरत थी? सिचुएशन पहले ही काफी केओटिक थी। ये तो कॉन्क्यूबाइन के साथ पकड़े जाने से भी ज्यादा पेनफुल है। ली रूबिंग ने अपना माथा पकड़ लिया। उसने कहा, ऑफिशियल बिजनेस है, बहुत सीरियस डिस्कशन है, मैं और कर क्या सकती हूँ? ऑफ कोर्स मैं उसे माफ कर दूंगी। फिर उसने बेबस होकर कहा, मैं तुम्हारे एक्सक्यूजेस सुनकर थक गई हूँ, जाओ अपना काम करो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। कॉल खत्म होने के बाद वूचैन मुड़कर बोला, ऑलराइट बॉस, चलो खाना खाते हुए बिजनेस की बात करते हैं। गुई रूबो ने तुरंत हाँ कर दी। ओके। चलते हुए उसने सोचा, इन लोगों ने झगड़ा तक नहीं किया, ये अनएक्सपेक्टेड था। क्या सिस्टर विंग सच में अपने आदमी को दूसरी औरत के साथ टॉलरेट कर सकती है, या फिर वो मिस्टर वू को कंट्रोल नहीं कर सकती? एक ही वक्त में ली रूबिंग और वूरैंग दोनों को संभालना, उसकी कैपेबिलिटीज कितनी स्ट्रॉन्ग होंगी। वापस आकर गुई रूबो ने कहा, मिस्टर वू, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने डिंगलॉन्ग के राइवल होने के नाते सालों में कलेक्ट की है। वो कितनी कंपनीज में इन्वॉल्व है, कितने शेयर्स रखता है, पहले कितने कैपिटल में इन्वेस्ट किया था, सब कुछ यहाँ है। वूचैन ने जवाब दिया, इस दौरान बहुत से लोग जल्दी जल्दी अपने शेयर्स बेचेंगे और टैंग फैमिली से रिश्ता तोड़ देंगे। लोगों को बोलो कि टैंग फैमिली की इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनीज के सर्कुलेटिंग शेयर्स खरीदना शुरू करे और कुछ छोटे शेयर होल्डर से भी कांटेक्ट करो। वूरैंग और गुई रूबो दोनों समझ गए, जब किसी के पास शेयर्स की क्वांटिटी एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा हो जाती है तो वो सीधा इन्वॉल्व कंपनीज पर कंट्रोल जमा सकता है। ये बिल्कुल पैसे लूटने जैसा था। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि बैटलफील्ड में पहले कौन उतरता है और किसकी स्पीड ज्यादा तेज है। गुई रूबो मन ही मन सोचने लगा, सिर्फ मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं, मैडम वू के मैसिव कनेक्शंस और मिस्टर वू की दी हुई की इंटेलिजेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक भी मिसिंग हुआ तो काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम तीनों मिल जाए तो फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस जॉइंट वेंचर कंपनी के शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे टैंग फैमिली ने अलग किया था। वूचैन ने पहले बात शुरू किया, अगर बाकी सब लोग सेटल हो गए हैं तो अब जॉइंट वेंचर कंपनीज के शेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। गुई रूबो ने सोचा, मुझे पता था यही बात आएगी। फिर उसने अपनी ओपिनियन भी, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले मिस्टर वू कम से कम 5% प्रॉफिट रिवॉर्ड के लिए अलग रखे ताकि लोगों को भी हिस्सा मिले। उसके बाद मैडम वू और मिस्टर वू मिलकर 60% ले। वूरैंग हैरान रह गए, उसे लगा था बॉस को ज्यादा से ज्यादा उसे 40% देंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वूचैन और वूरैंग को 60% मिल रहा था। मतलब बॉस गु के पास सिर्फ 35% बचेगा। गुई रूबो मुस्कुरा कर बोला, बस इतना समझ लीजिए कि मैं मिस्टर वू से दोस्ती करना चाहता हूँ। वूचैन हंस पड़ा, बॉस गु वाकई सीधे आदमी है। फिर मैं सबको विश करता हूँ कि बिजनेस फ्लरिश करे, रिसोर्सेज पानी की तरह बहते रहे और हमारी पार्टनरशिप सक्सेसफुल रहे। खाना खत्म होने के बाद वूरैंग ने शिकायत की, हम इतनी देर से बात कर रहे थे, काफी एनोइंग था। वूरैंग वूचैन के ऊपर चढ़कर बोली, लिटिल हस्बैंड आराम से लेटे रहो, आज मुझे खुद को करने का मौका दो। उसके बाद वो एनोइंग बॉय टॉय अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था, कपड़े बिखरे हुए थे और बस कराने की आवाज आती रही। थोड़ी देर बाद वूरैंग बोली, मुझे एक और बात लेना पड़ेगा। जैसे वूरैंग मुड़कर गई, वूचैन ने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हारा काम खत्म हो गया? वूचैन ने जवाब दिया, हाँ अभी अभी खत्म हुआ, इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक सोई नहीं, क्या तुम मेरा कॉल का वेट कर रही थी? वूरैंग ने पीछे मुड़कर देखा, तभी दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं अभी भी कंपनी में ओवरटाइम कर रही हूँ, आज रात घर नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ से आवाज आई, बिल्कुल मैं तो थकान से मरने वाली हूँ, अब बताओ तुम शंघाई में एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? फिर वूचैन ने ली रूबिंग को बताया कि उसने वूरैंग और गुई रूबो को डिंग फैमिली के पेरिफेरल्स एसेट्स पर एक्शन लेने के लिए कॉपरेट करवाया है। ली रूबिंग कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे साथ रहने के फायदे भी है, उसे सीधा टेंस ऑफ बिलियंस कमाने का चांस मिल गया।
इसी वक्त वूरैंग जो सपोजिटली बात लेने गई थी वापस आकर वूचैन की बाहों में सिमट गई। वूचैन हंसकर बोला, वाह मेरी डियर मिस ली, तुम कितनी जेलस हो। ली रुबिंग ने मनी मन सोचा, वूरैंग इस वक्त वूचैन के पास ही है, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। फिर उसने कहा, कौन जेलस है, मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो? बस तुम वापस डोंगा आ जाओ, फिर दिखाती हूँ तुमसे कैसे डील करती हूँ। वूचैन पलट कर बोला, पिछली बार की तरह, सच कहूँ तो मुझे थोड़ा सा वेट रहेगा। वूरैंग ने वूचैन की रिएक्शन देखकर बाहें चढ़ा ली। दूसरी तरफ ली रुबिंग ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। शेमलेस, बकवास बंद करो और सीरियस हो जाओ। डिंग लोंग ने मुझे आज आफ्टरनून कॉल किया था, वो डोंगा आ रहा है और पर्सनली मुझसे माफी मांगना चाहता है। वूचैन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने एग्जैक्ट टाइम बताया? ली रुबिंग बोली, नहीं। वूचैन ने कहा, ठीक है, मैं 2 दिन में डोंगा लौट आऊंगा। ली रुबिंग ने तुरंत जवाब दिया, ओके तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं वापस काम करती हूँ। फिर कॉल खत्म हुआ। वूरैंग ने अपना हाथ वूचैन के रॉड की तरफ सरका दिए। डिंग लोंग, डोंगा आ रहा है, तुम क्या करने वाले हो? वूचैन मुस्कुराए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वूरैंग ने फिर पूछा, और ली रुबिंग का तुमसे डील करना, क्या वो भी इंटरेस्टिंग है? वूचैन हंस पड़ा, हाँ उतना ही इंटरेस्टिंग। फिर दोनों की नजरें मिली। वूरैंग हल्की सी मुस्कुराए, हनी मुझे भी वैसे ही मजाक मस्ती करनी है। उसके शरारती हाथ फिर से इधर उधर घूमने लगे। वूचैन ने उसे पलट दिया, फिर तुम्हें तैयार रहना चाहिए। वूरैंग एकदम से सरप्राइज हो गए। उसके तुरंत बाद दोनों एक दूसरे में उलझ गए। अगली सुबह जब वूचैन उठा तो उसने तकिए पर एक छोटा सा नोट देखा, मैं पहले डोंगा वापस जा रही हूँ, अपना काम खत्म करके जल्दी लौट आना, मुझे याद से ट्रीट करना, ओके हनी, यू आर द बेस्ट। वूचैन मुस्कुराए, सच में औरतें ऐसी ही होती हैं। फिर उसने फोन निकाला और शियाशिन को मैसेज भेजा, ऑनलाइन हो, मैं कल शंघाई आया था और आज मेरे पास थोड़ा टाइम है। शियाशिन ने तुरंत रिप्लाई किया, टीचर आप कहाँ हैं, चलिए मिलते हैं। वूचैन ने शॉर्ट मैसेज भेजा, पुडोंग डिस्ट्रिक्ट। शियाशिन ने खुशी से रिप्लाई किया, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी पुडोंग डिस्ट्रिक्ट में ही रहती हूँ, क्या आप सीधा मेरे घर आ सकते हैं, शिनशिन भी घर पर है। वूचैन ने जवाब दिया, ठीक है। कुछ देर बाद न्यू सेंचुरी पार्क के पास में एक रेसिडेंशियल गार्डन में वूचैन गाड़ी से उतरा और उसने एक छोटी सी लड़की को पिंक ड्रेस पहने हुए बाहर आते हुए देखा। उसने सोचा, अगर मुझे सही से याद है तो ये शिनशिन है। वूचैन ने आवाज लगाई, शिनशिन। शिनशिन उसके पास आई और थोड़ी इरिटेट होकर बोली, आप कौन है, आप मुझे जानते हैं? तभी शियाशिन भी भागते हुए बाहर आई, शिनशिन भागो मत। शिनशिन ने जल्दी से वूचैन को शुशिन जेस्चर किया, मेरी हेल्प कीजिए। इतना कहकर वो दौड़कर एक कोने में जाकर छुप गई। शियाशिन जल्दी से भागकर आई और पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आपने एक छोटी सी लड़की को देखा है? मेरी बेटी 14 साल की है, लगभग इतनी लंबी, वो अभी अभी भागकर बाहर निकली है। वूचैन ने 2 बार खांसी की और एक तरफ नजर डाली। शियाशिन तुरंत समझ गए। उसने शिनशिन की शर्ट पकड़ी और उसे खींच लिया। शिनशिन, क्या तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही थी? उसके बाद शियाशिन ने झुककर शुक्रिया अदा किया, थैंक यू। वूचैन ने जवाब दिया, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरे लिए छोटी सी बात थी। वैसे तुम और तुम्हारी बेटी पेंटिंग की वजह से झगड़ा कर रहे थे। शियाशिन हैरान हो गई, हाँ लेकिन आपको कैसे पता? शियाशिन मनी मन सोचने लगी, ये आदमी कौन है, मैं इसे जानती भी नहीं, लेकिन ये मुझे जानता हुआ लग रहा है और शिनशिन की पेंटिंग वाली बात भी जानता है। जैसे वूचैन उसकी दिमाग की बात समझ गया, उसने कहा, क्या तुम मुझे रिसेंटली शिनशिन के स्केचेस नहीं भेज रही थी, उसका पोर्ट्रेट भी? शियाशिन को अचानक समझ आ गया, आप टीचर शिनचैन हैं। वूचैन खुशी से बोला, चलिए फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम वूचैन है। शियाशिन ने जल्दी से अपना परिचय दिया, टीचर वू, हेलो मेरा नाम शियाशिन है और ये मेरी बेटी शिनशिन। शिनशिन, ये वही टीचर वूचैन है जिनके बारे में मॉम तुम्हें बताती रहती है, जल्दी से टीचर को ग्रीट करो। शिनशिन ने मनी मन नफरत से सोचा, ग्रेट माय पिछवाड़ा, अभी तो हम ड्राइंग टीचर के आने की वजह से झगड़ा कर रहे थे और अब मैं भाग भी नहीं सकती, कितना अनोइंग है। शियाशिन शर्मिंदगी से बोली, टीचर वो, इस बच्चे ने आपको हंसने का मौका दे दिया, चलिए ऊपर चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। उसके बाद शियाशिन वूचैन और शिनशिन को अंदर ले गई। शियाशिन बोली, टीचर वो, डिनर का टाइम हो गया है, क्यों ना हम साथ में खाना खा ले, मैं कुकिंग करती हूँ और खाने के बाद बात करेंगे। वूचैन ने जवाब दिया, ठीक है। शियाशिन मुस्कुरा कर बोली, तो टीचर वो, आप बिल्कुल अपने घर की तरफ फील कीजिए, वह पेंटिंग स्टूडियो भी है, आप चाहिए तो देख सकते हैं, मैं कुकिंग करने जा रही हूँ। वूचैन सीधा पेंटिंग स्टूडियो की तरफ चल दिया। शियाशिन भी उसके पीछे गई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। वूचैन ने उलझन में मुड़कर देखा, तब शिनशिन ने एक्टिंग शुरू कर दी। टीचर आप मुझे क्यों मारते रहते हैं, प्लीज मत मारिए, दर्द हो रहा है। वूचैन चुपचाप उसे देखता रहा, कुछ नहीं बोला। शिनशिन थोड़ी ऑकवर्ड होकर बोली, क्या टीचर को ये फनी लग रहा है? वूचैन मनी मन सोचने लगा, झूठ बोलती ही जाओ। शिनशिन कंफ्यूज हो गए, हाँ क्या इसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इस पर मुसीबत टूटने वाली है, इसे तो अभी भाग जाना चाहिए। फिर वो बोली, टीचर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, अब मुझे अपना अल्टीमेट मूव यूज करना पड़ेगा। शिनशिन ने हाथ मुंह पर रखा और फिर से रोने की एक्टिंग करने लगी, टीचर नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए। वूचैन ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। तब शिनशिन ने पूछा, टीचर क्या आपको बिल्कुल डर नहीं लग रहा? वूचैन मुस्कुराया, मुझे डर क्यों लगेगा, तुम कितनी अजीब हो।
शिनशिन सतर्क हो गई। क्या आपको लगता है मैं अभी मॉम को नहीं बुला सकती? वूचैन ने जवाब दिया, तुम्हारी मॉम तुम्हारी बात मान भी लेगी। मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ, तुम्हारे घर में बिना वजह तुम्हें मार रहा हो और तुम मुझ पर अजीब इल्जाम लगाओगी। शिनशिन फिर भी जिद्दी बनी रही। मारने वाली बात तो इसलिए क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, बाकी वाली बात। शिनशिन को याद आया कैसे दूसरे लड़के उसके पीछे घूमते रहते थे। शिनशिन रुक जाओ, शिनशिन तुम कितनी सुंदर हो, शिनशिन प्लीज ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। फिर वो बोली, मेरी क्लास में एक भी लड़का ऐसा नहीं है जो मुझे पसंद ना करता हो। उनकी आंखों से ही मुझे पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं। आखिर मेरी लुक्स और फिगर मेरे पीयर से काफी बेटर है, और टीचर भी तो एक आदमी ही है। मुझे नहीं लगता आप उनसे अलग होंगे, और इस तरह के मामले में कोई भी माँ अपनी बेटी की ही साइड लेगी। आप तो बस एक आउटसाइडर है, आप जीत ही नहीं सकते। अभी तुरंत यहाँ से चले जाइए। वूचैन ने सिर्फ इतना कहा, मैं नहीं जा रहा, मैं कभी थ्रेट से नहीं डरता। शिनशिन ने भाई सिकोड़ ली, ठीक है फिर देख लेना। शिनशिन जोर से चिल्लाई, मॉम। शियाशिन ने बाहर से पूछा, क्या हुआ शिनशिन? शिनशिन ने जुबान क्लिक की, तब वूचैन ने बस अपनी आंखें उठाई और फोन हिला दिया। शिनशिन की आंखें फट गई, ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। शियाशिन ने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा, शिनशिन तुमने मॉम को क्यों बुलाया? शिनशिन तुरंत मुस्कुराई, मॉम मुझे लंच में रिब्स खानी है। शियाशिन हैरान हो गई, बस इतनी सी बात? शिनशिन सीधे से बोली, हाँ मुझे भूख लगी है। ये देखकर शियाशिन मुड़ गई, ठीक है मॉम कुकिंग करने जा रही है और टीचर की बात ध्यान से सुनना। शिनशिन बोली, ओके। इसके बाद शिनशिन ने राहत की सांस ली और फिर वूचैन की तरफ मुड़कर बोली, आप टीचर होकर भी रिकॉर्डिंग करते हैं, कितना डिस्पिकेबल है। वूचैन मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तुम स्टूडेंटों को झूठा इल्जाम लगाती हो और टीचर को थ्रेटन करती हो, क्या वो डिस्पिकेबल नहीं है? शियाशिन अटक गई, मैं टीचर आपको कैसे पता कि मैं ऐसा करने वाली हूँ, और अपने पहले से प्रिपरेशन भी कर ली। वूचैन ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं फीमेल स्टूडेंट से डील करने में काफी एक्सपीरियंस्ड हूँ, और जो स्टूडेंट्स पूरी क्लास के लड़कों की फेवरेट्स होती है उनसे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहता हूँ। शिनशिन तुरंत चिढ़ गई। टीचर वूचैन ने आगे कहा, छोटी लड़की फ्यूचर में शरारत मत करना, वरना तुम्हारी मॉम ये रिकॉर्डिंग सुन लेगी और जान जाएगी कि उनकी बेटी झूठे इल्जाम लगाना और दूसरों को फंसाना जानती है। फिर वो तुम्हें और भी स्ट्रिक्ट तरीके से डिसिप्लिन करेगी। शिनशिन ने दांत भींचते हुए सोचा, जब तक उसके पास वो रिकॉर्डिंग है मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। ये शैतान टीचर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही रिकॉर्डिंग है, मुझे किसी तरह वो रिकॉर्डिंग हासिल करनी होगी। शिनशिन ने ओबीडियंटली जवाब दिया, जी टीचर मुझे समझ आ गया, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। फिर उसने पेट पकड़ लिया, मेरा पेट थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, टीचर प्लीज एक्सक्यूज कीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। वूचैन ने उसे तंग नहीं किया, ठीक है जाओ। शिनशिन दौड़कर वॉशरूम में घुस गई। अंदर जाते उसने फोन निकाला और कॉल लगाया, हेलो सिस्टर सैनसन, मुझे कोई बुली कर रहा है। दूसरी तरफ से तुरंत जोर की आवाज आई, क्या कौन है वो? कौन हिम्मत कर रहा है हमारी शिनशिन को तंग करने की? क्या उसने भालू का जिगर और चीते की हिम्मत खा ली है? डरना मत शिनशिन, तुम्हारा मैटर मेरा मैटर है। मैं अभी ब्रदर डाइची को बुलाती हूँ, वो स्पेशली 10 लोग भेजेगा तुम्हारे गुस्सा निकालने के लिए। ये सुनते शिनशिन के दिमाग में फैंटेसी चलने लगी। उसने इमेजिन किया कि वूचैन घुटनों पर बैठा हुआ कह रहा है, शिनशिन मेरी गलती हो गई, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा और कभी तुम्हारा टीचर बनने नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। ये सोचकर शिनशिन के चेहरे पर खुशी आ गई। टीचर देखते आप कितनी देर तक अपनी वो काम स्माइल मेंटेन कर पाते हो। तभी शियाशिन ने दरवाजा खोल दिया, शिनशिन कॉन्ग्रेचुलेशंस। शिनशिन डर गई, हाँ क्या? शियाशिन नाराज होकर बोली, सीधे बैठो और टीचर की बात सुनो, बाथरूम भाग जाने वाली पुरानी ट्रिक आप काम नहीं करेगी। शिनशिन गिल्टी होकर बोली, मॉम नहीं, मैं सच में बाथरूम ही गई थी। शियाशिन ने सिर्फ सर हिला दिया, ठीक है मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी, वैसे भी डिनर में अभी थोड़ा टाइम है, जाकर टीचर के साथ ड्राइंग प्रैक्टिस करो। शिनशिन मजबूरी में ड्राइंग रूम में लौट आई। टीचर शुरू करते हैं। वूचैन भी इस बार पूरी सीरियसनेस से पढ़ाने लगा। ब्रश का टिप यहाँ से एंगल पर होना चाहिए, फिर स्ट्रोक ऐसे मूव करेगा। लेकिन शिनशिन मनी मन सोच रही थी, अभी ओबीडियंट स्टूडेंट बनना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये सेंसर का मैसेज आएगा ही ही। आधे घंटे बाद शियाशिन ने आवाज लगाई, डिनर का टाइम हो गया है, टीचर वो शिनशिन। शिनशिन मुस्कुराई, मॉम मैं आफ्टरनून में बाहर ड्राइंग करना चाहती हूँ, टीचर मुझे रियल सीनरी से ड्राइंग सिखाएंगे, आपको क्या लगता है? शियाशिन झिझकी, टीचर वो इस बारे में? वूचैन ने तुरंत हाँ कर दी, श्योर क्यों नहीं। शिनशिन खुशी से फूल गई, ग्रेट। घर से बाहर निकलने के बाद वो वूचैन को एक जगह ले गई। टीचर चलिए इस जगह चलते हैं। वूचैन ने शांत तरीके से कहा, हम सिर्फ पार्क में सीनरी ड्रॉ करने आए हैं ना। इसी वक्त ग्रुप गुंडों का सामने आ खड़ा हुआ। उनमें से एक बोला, ओए हम लोग काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहे थे। शिनशिन ने तुरंत वूचैन के हाथ से सामान लिया और दूर हटकर जोर से हंसी। सिस्टर सैनसन, ब्रदर डाइची, ब्रदर डॉटची, आप लोग इतने सारे लोग क्यों ले आए? इतने लोगों की जरूरत ही नहीं थी। डाउची नाम का आदमी जोर से बोला, इतने लोग? बिल्कुल नहीं, पुडोंग में सब जानते हैं कि शिनशिन मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं देखना चाहता हूँ कौन सा हरामी में इतनी हिम्मत है जो शिनशिन को बुली करे।
तुरंत उसके आदमी वूचैन को घेरने लगे। कुछ लोग मजाक उड़ाते हुए बोले, इसमें हिम्मत तो है, हाँ शिनशिन को तंग करने की हिम्मत रखता है, देखो इसे डर के मारे जम गया है, एक शब्द तक नहीं बोल रहा। ही 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 ही। लेकिन वूचैन सिर्फ मुस्कुराता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। तब एक आदमी बोला, भाई लोग किस बात का वेट कर रहे हो, शुरू करो। डॉटची ने शिनशिन की तरफ देखा। शिनशिन बताओ इसे के साथ क्या करना है, मैं सब अरेंज कर देता हूँ। शिनशिन थोड़ा झिझकते हुए बोली, ब्रदर डॉटची वो। तभी भीड़ में छुपा एक आदमी सोचने लगा, ये तो मिस्टर वू लग रहे हैं, बुरा हो गया, कुछ गड़बड़ होने वाली है, मुझे तुरंत बॉस को इन्फॉर्म करना होगा। डॉटची जोर से बोला, शिनशिन तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, अच्छे लोगों को ही सब बुली करते हैं, तुम बस साइड में खड़ी होकर देखो, मैं तुम्हारा गुस्सा निकालता हूँ। फिर उसने वूचैन की तरफ उंगली की, तू टीचर बनने की हिम्मत करता है, घुटनों पर बैठो और रेंगते हुए यहाँ शिनशिन से माफी मांग, वरना मैं 3 तक गिनती करूंगा। इसी वक्त वूचैन ने पहली बार बोलना शुरू किया, बाहर तुम काफी इम्प्रेसिव लगते हो, तुम्हारे घर वाले भी ये सब जानते हैं। डॉटची थोड़ा हैरान हुआ, ओहो लगता है तू कुछ चीज है, मेरा नाम जानता है और फिर भी ऐसे बिहेव कर रहा है। वूचैन ने अपनी स्लीव चढ़ाई, लड़ना ही है ना, बाद में मत कहना कि मैंने बच्चों को बुली किया। डाइची ने भाई सिकुड़ी, तू खुद को समझता क्या है। उसके आदमी भी चिल्लाने लगे, साला एक्टिंग बहुत करता है, पूरा हीरो बन रहा है, मुझे तो हंसी आ रही है, अकेला हम सबसे लड़ेगा क्या ब्रदर डाइची एक्शन ले सकते हैं, हम सब रेडी हैं। डाइची ने सीधा उंगली दिखाकर कहा, मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने मेरे सामने इतना एरोगेंट होने की हिम्मत नहीं की, ब्रदर्स इसको पकड़ो। तभी अचानक डाइची का फोन बज उठा। वो सोचने लगा, इस वक्त बुड्ढा मुझे क्यों कॉल कर रहा है। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे डैड का कॉल आ रहा है। फिर उसने वूचैन की तरफ देखकर हंसा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, थोड़ी देर और चैन से सांस ले लो। डाइची ने तुरंत फोन उठाया, डैड क्या हुआ। दूसरी तरफ से मामला गरज उठा, तू नालायक, क्या तू रोज रोज मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना कम नहीं कर सकता, मेरा मन करता है तेरी टांगे तोड़ दूं, बता तुमने अभी तक हाथ उठाया या नहीं। डाउची कुछ समझ ही नहीं पाया, डैड आप क्या बोल रहे हो। गांव इतने गुस्से में था कि उसकी आंखें बाहर निकलने वाली थी। मैं पूछ रहा हूँ क्या तुमने मिस्टर वू पर हाथ उठाया या नहीं। लेकिन डाउची और भी कंफ्यूज हो गया, डैड आप किसकी बात कर रहे हो। अब गांव सच में फट पड़ा, तू इतने सारे लोग लेकर पार्क में गया है और तुझे ये भी नहीं पता कि किसकी पिटाई करने जा रहा है। मैंने आखिर तेरे जैसा बेवकूफ बेटा कैसे पैदा कर दिया। डाउची के सर पर अभी भी क्वेश्चन मार्क्स थे। हैं? गांव और गुस्से में आ गया, हाँ मेरी जूती, जल्दी बताओ अभी तक हाथ उठाया है नहीं। डाउची हकलाते हुए बोला, नहीं उठाया। गांव ने माथा पकड़ लिया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्या तुझे पता है अंकल वू ने अपने बाप जैसे रिस्पेक्ट देते हैं, तू सच में हद करता है, मिस्टर वू वहाँ है। डाउची बोला, हाँ वही है। गांव ने ऑर्डर दिया, फोन उन्हें दे दो। डाउची ने फोन वूचैन को दे दिया, ये मेरे डैड हैं। सारे छोटे भाई लोग कंफ्यूज हो गए, क्या ये क्या हो रहा है, भाई उस लड़के को फोन क्यों दे रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वूचैन ने मुस्कुराकर फोन ले लिया। दूसरी तरफ गांव ने बेचैनी से बोला, मिस्टर वू ये तो बाढ़ का पानी ड्रैगन किंग के मंदिर तक पहुंच गया, सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरा बेटा आपको नहीं जानता, कृपया उसे माफ कर दीजिए, आप बड़े दिल वाले हैं, उसे एक मौका दे दीजिए। वूचैन हंस पड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन गांव अभी भी टेंशन में था, मिस्टर वू कृपया रहम कीजिए, घर जाते मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। वूचैन ने आंखें सिकोड़ी, ठीक है फिलहाल इसी बात को यही खत्म करते हैं, बॉस गांव मुझे अभी और काम है। फिर उसने फोन वापस डाउची को दे दिया, लो अपना फोन, अभी भी लड़ना है। डाउची कांप गया, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी गलती थी अंकल, मुझे नहीं पता था आप और मेरे डैड दोस्त थे, अंकल वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। छोटे भाई लोग और भी कंफ्यूज हो गए, हाँ भाई ये क्या हो गया, ये लड़का हमारा एल्डर कब बन गया, मेरा दिमाग घूम रहा है। शिनशिन भी पूरी तरह कंफ्यूज थी, अभी ब्रदर डाइची ने मेरे टीचर को क्या कहा। सैनसैन भी हैरान थी, मुझे लगा उसने अंकल वू कहा। डाउची घर जा, तुम सब अंधे हो क्या, सीधा खड़े हो जाओ, मेरी तरफ से अंकल वू से माफी मांगो। एक आदमी कंफ्यूज होकर बोला, है? गुस्से में डाउची ने उसके सिर पर मुक्का मारा, है मेरी जूती, समझ नहीं आता क्या। वो आदमी तुरंत झुक गया, अंकल वू सॉरी। बाकी लोगों ने सोचा, डैम बॉस खुद माफी मांग रहा है, हमें भी तुरंत माफी मांगनी चाहिए। फिर पूरा ग्रुप झुक गया, अंकल वू हमें माफ कर दीजिए। वूचैन मुस्कुराया, गैंगस्टर बनने की एक्टिंग मत करो, सब निकल जाओ। डाउची ने तुरंत ऑर्डर दिया, अंकल वू ने कह दिया सब घर जाओ। वो जाते जाते मुड़कर बोला, अंकल मैं भी चलता हूँ। शिनशिन ने मन ही मन सोचा, मुझे भी जल्दी भागना चाहिए, कि उसने सोचा था रिजल्ट ऐसा निकलेगा। लेकिन वूचैन ने तुरंत उसकी टोपी पकड़ ली, शिनशिन तुम कहाँ जा रही हो। शिनशिन ने मुड़कर देखा, टीचर ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज मेरी मॉम को मत बताना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद आपकी बात सुनूंगी। वूचैन ने पूछा, सच में। शिनशिन ने तुरंत गारंटी दी, बिल्कुल आप ब्रदर डाइची से भी ज्यादा ऑसम हो, मैं जरूर आपकी बात मानूंगी, प्रॉमिस। इसी वक्त वूचैन के फोन पर एक मैसेज आया, मिस्टर वो आपको ड्रिंक के लिए इनवाइट करता हूँ, गोल्डन मैंशन ऑफ ऑपुलेंस 5th फ्लोर, आपके आने का इंतजार रहेगा। वूचैन ने शिनशिन को छोड़ दिया, शिनशिन कल मैं तुम्हें पेंटिंग फिर से सिखाऊंगा, अब तुम खुद घर चली जाओ।
शिनशिन को लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो। जी टीचर, कल मिलते हैं। कुछ देर बाद गोल्डन मैंशन ऑफ ऑपुलेंस 5th फ्लोर। मिस्टर वो आप आ गए, आइए आइए यहाँ बैठिए। वूचैन आराम से बैठ गया। बॉस गु, बॉस गाओ, ये सब क्या है? तीनों कुछ देर चुप रहे। फिर बॉस गाओ ने सीधा डाउची को एक थप्पड़ मारा और उसके सर नीचे दबा दिया। मुस्कुराते हुए बोला, इस मामले में मिस्टर वू को एक एक्सप्लेनेशन देना जरूरी था। मैं माओराव अपने निकम्मे बेटे के लिए अंडरवर्ल्ड के रूल्स नहीं तोड़ूंगा। मैंने बॉस गु को भी विटनेस के तौर पर बुलाया है। वूचैन मुस्कुराया, बॉस माँ अपने बेटे की बात दिल पर मत लीजिए। माओराव ने तुरंत एक पर्पल कार्ड पेश किया। सर, आप वाकई बड़े दिल वाले हैं। मेरे बेकार बेटे को माफ करने के लिए धन्यवाद। अब हम चलते हैं, आप आराम से एंजॉय कीजिए। वूचैन कार्ड पर लेकर होटल की तरफ चलते हुए सोचने लगा, मुझे वैसे भी काफी नींद आ रही है। ओह, अंदर कोई है क्या? ये शाओडे नहीं है? वही लड़की जो डिंगलोंग के लिए रिजर्व की गई थी। इंटरेस्टिंग। वूचैन अंदर चला गया। शाओडाई ने सिर उठाया। मिस्टर वू? उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर वू एक यंग और हैंडसम आदमी निकलेगा। शाओडाई धीरे से पास आई। लगता है आप थक गए हैं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। शाओडाई शर्मा कर बोली, मिस्टर वू अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो बाथरूम उधर है। फिर वूचैन बाथटब में गया। शाओडाई बहुत ध्यान से उसकी देखभाल कर रही थी। मिस्टर वू, पानी ठीक टेम्परेचर का है ना? वूचैन ने जवाब दिया, मुझे तो ठीक लग रहा है। फिर शाओडाई ने अपना बाथ टॉवेल हटा दिया। फिर मैं अंदर आकर आपकी बैक स्क्रब कर देती हूँ सर। वूचैन ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, वो उसे अपनी मदद करने देता रहा। शाओडाई ने पूछा, मेरा नाम शाओडाई है, आपको पता है ना सर? वूचैन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं जानता, मैं तुम्हारा मूड भी जानता हूँ। मुझसे मिलने के बाद तुम थोड़ी खुश हुई हो, है ना? फिर उसने कहा, क्योंकि मैं वैसा 40-50 साल का मोटा बुढ़ा नहीं निकला जैसे तुमने पहले इमेजिन किया था, सही? शाओडाई शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। वूचैन ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं ये भी जानता हूँ कि स्कूल के दिनों में तुम पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती थी। तुम्हारा कभी बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा, तुम्हारे पास रिलेशनशिप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम बाद में मुझे कैसे सर्व करोगी? ये सुनते ही शाओडाई को अपना पास्ट याद आ गया। उसके पेरेंट्स पर 57 मिलियन से ज्यादा कर्ज था। जब भी क्रेडिटर्स आते थे मैं बहुत घबरा जाती थी, यहाँ तक कि उनका गुस्सा भी फूट पड़ता था। वो पढ़ाई के अलावा पूरा दिन काम करती थी, रोज 3 जॉब्स करती थी। सालों की मेहनत के बाद उसने 2,30,000 जोड़े थे, लेकिन उसकी जानकारी के बिना उसके पेरेंट्स ने लोन शार्क से और भी पैसे उधार ले लिए। एक जगह से पैसे लेकर दूसरी जगह भरते रहे, इंटरेस्ट बढ़ता गया और कर्ज 8 मिलियन तक पहुंच गया। चाहे वो कितनी भी मेहनत करती थी, सब बेकार लगता था। उस वक्त उसकी मुलाकात बॉस माओ से हुई। शाओडाई, मैं काफी टाइम से तुम पर नजर रखे हुए हूँ। मैं चाहता हूँ तुम एक वीआईपी की सर्विस करो। अगर तुम उसे खुश कर दो तो मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने में मदद करूंगा। उस वक्त शाओडाई मान गई थी। उसने सोचा था बस कुछ मोटे और इन्फ्लुएंशियल आदमियों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, लेकिन सामने वूचैन था, कोई मोटा बुढ़ा नहीं। उसे लगा कि वो पहले ही प्रॉफिट में है। अब जब वूचैन उसे सवाल कर रहा था, उसे प्रेशर महसूस हो रहा था। बॉस माओ का ऑर्डर फेल नहीं हो सकता था। शाओडाई ने हिम्मत जुटाकर कहा, मिस्टर वू, मुझे इस तरह की चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। वूचैन को लगा कि वो बस उसे चिढ़ा रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इसे सीरियसली लेगी। फिर वो दोनों प्रैक्टिस करने के लिए बिस्तर पर गए। शाओडाई ने पूछा, मिस्टर वू, क्या आप लाइट बंद कर सकते हैं? वूचैन आराम से लेट गया और मजा लेने लगा। जो मन करे वो करो, अब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। शाओडाई को इतना एंथुसियास्टिक देखकर वूचैन को ऐसी दिलचस्प भावना की उम्मीद नहीं थी। शाओडाई, लगता है तुम वाकई तैयारी करके आई हो। अगली सुबह वूचैन उठकर तैयार हो गया। शाओडाई ने हैरानी से पूछा, मिस्टर वू, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? वूचैन उसके पास आए, उसके माथे पर किस करके बोला, मुझे मिस्टर मत बुलाओ, उतना क्लोज नहीं लगता। कल रात तुम काफी थक गई होगी, थोड़ा आराम करो, मैं अपना काम खत्म करके फिर तुमसे मिलने आऊंगा। शाओडाई ने मनी मन सोचा, मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना कंसिडरेट होगा। उसके बाद वूचैन शियाशिन से मिला। शियाशिन बोली, एक्चुअली मैं कल ही आपसे बात करना चाहती थी। मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास शंघाई आने का टाइम नहीं होता। मैं सोच रही थी कि वैकेशन के दौरान आप शिनशिन के लिए डोंगाई में एक अपार्टमेंट रेंट करने में हेल्प कर दे, फिर स्कूल शुरू होने पर वो वापस आ जाएगी। वूचैन ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि डिंगलोंग को पता चल जाएगा कि तुम अपनी बेटी को बिना परमिशन शंघाई से ले गई? शियाशिन एकदम से शॉक हो गई। इतने सालों में बहुत कम लोग उसके पास्ट के बारे में जानते थे और डिंगलोंग का नाम तो लगभग किसी को पता ही नहीं था, लेकिन वूचैन ने सीधा उसका नाम ले लिया। शियाशिन के दिल में डर बैठ गया, ये मिस्टर वो आखिर है कौन? ऑनलाइन इतने लोगों में से जिस आदमी को मैंने खुद ढूंढा था, जिसे मैंने रिक्वेस्ट करके अपना टीचर बनाया, वो डिंगलोंग को भी जानता है। उसे मेरे और उसके रिलेशनशिप के बारे में पता है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हाथ बात उसके कंट्रोल में हो। ये बहुत स्कैरी है। वूचैन ने उसे रियश्योर किया, फिक्र मत करो, डिंगलोंग को ज्यादा चीजों की परवाह नहीं होती। जब तक तुम शिनशिन को कंट्री से बाहर नहीं ले जाती, शायद उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम चाइना के किस शहर में हो। शियाशिन ने सीधा पूछ लिया, क्या आपने जानबूझकर मेरे पास अप्रोच किया था? वूचैन बस मुस्कुराया, तुम खुद गेस करो। फिर उसने पूछा, क्या तुम डिंगलोंग वाले मैटर के बारे में बात करना चाहती हो? शियाशिन का दिल जोर से धड़क उठा। क्या ये आदमी उसी इंसिडेंट के बारे में भी जानता है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी? वूचैन ने फिर टॉपिक बदल दिया। दोनों काफी देर तक बात करते रहे।
बाद में वो उसे एक होटल ले गया ताकि आराम से बात कर सके। वूचन के पीछे पीछे जाते हुए सियाशिन मनी मन सोचने लगी, ये क्या है, हम होटल जा रहे हैं चर्चा करने के लिए कमरा लेने। वूचन लॉबी में चेक इन करने चला गया। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, हेलो सर, क्या आपके पास रिजर्वेशन है? वूचन ने जवाब दिया, हमने कोई रिजर्वेशन नहीं करवाया, क्या आपके पास एग्जीक्यूटिव स्वीट है? रिसेप्शनिस्ट ने सिस्टम में देखकर तुरंत जवाब दिया, सर बस 1 मिनट, हाँ सर, आपको कितने रूम्स चाहिए? वूचन ने तुरंत जवाब दिया, 1 रूम। रूम कार्ड्स देते हुए रिसेप्शनिस्ट बोली, ठीक है सर, क्या आप मुझे अपना आईडी दिखा सकते हैं? मिस, आप भी अपना आईडी दिखाइए। उनकी आईडी प्रोसेस करने के बाद रिसेप्शनिस्ट बोली, सर मैडम, आपका कमरा 16 फ्लोर पर है और लिफ्ट उधर है। फिर दोनों एलिवेटर में घुस गए। सियाशिन ने पूछा, मिस्टर वू, आपने ये जगह क्यों चुनी? वूचन बोला, ये जगह सेफ है, प्राइवेट भी है और यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सियाशिन ने गुस्से में कहा, क्या तुम मर्दों के दिमाग में हमेशा वही बातें चलती रहती हैं? एक बार नॉर्मल भी नहीं हो सकते? वूचन ने उसे गले लगाकर अपने पास खींचा और बोला, कमरे में चलकर आराम से बात करते हैं। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि सियाशिन बस एलिवेटर में खड़ी रह गई, हैरान। उसने सोचा, हम सिर्फ 2 बार मिले और ये आदमी मुझे सीधा होटल रूम तक ले गया। वूचन को आखिर बोलना ही पड़ा, तुम अभी तक वहाँ खड़ी क्यों हो, अंदर आ जाओ। सियाशिन का चेहरा लाल हो गया और वो आखिर वूचन के पास आ गई। उसे रोता हुआ देखकर वूचन ने मौका देखकर थोड़ा मजाक किया, अभी अंदर आते ही रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें लगता है मैं कोई राक्षस हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा? ये सुनते उसकी शर्म गुस्से में बदल गई। उसने दोनों हाथों से खुद को बचाते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्ही मुझे यहाँ लाए, रूम मिलते ही मेरी कमर पकड़ ली। मुझे लगता था तुम एक जेंटलमैन हो, एक अच्छे इंसान, लेकिन तुम भी उन घटिया आदमियों से अलग नहीं हो। डिंगलोंग से मिलने के बाद शायद उसके दिल में ऐसे मर्दों के लिए अभी भी नफरत बाकी थी जो बहुत जल्दी हद पार कर देते हैं। लेकिन वूचन ने शांत आवाज में जवाब दिया, लगता है तुमने मेरी नीयत गलत समझ ली है, शायद तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। इस समय वो रो रही थी, लेकिन बात करते हुए उसके हाथ उसके अंडरवेयर को नीचे खींच रहे थे। उसने कहा, मैंने गलत समझा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो ठीक है, बस इसके बाद मुझे ढूंढने मत आना, जो करना है जल्दी करो, तुम जो चाहे कर सकते हो। वूचन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, हम अभी अभी मिले हैं, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, हमने एक दूसरे को समझना तक शुरू नहीं किया, अगर तुम ऐसे करोगी तो छोटी शिनशिन क्या सोचेगी? सियाशिन ने तुरंत जवाब दिया, तुम कह रहे हो मैंने गलत समझा, तो क्या तुम पक्का कह सकते हो कि जो अभी हुआ उसका कोई मतलब नहीं था? तब वूचन ने शांति से जवाब दिया, हाँ मेरी एक नियत थी, लेकिन वो सिर्फ डिंगलोंग को दिखाने के लिए थी। सियाशिन के चेहरे पर हैरानी दिखी। उसने जल्दी से अपनी अंडरवेयर ऊपर खींची। वूचन ने तुरंत हाथ उठाकर समझाया, वो यहाँ नहीं है, टेंशन मत लो, अपने कपड़े ठीक कर लो और बैठकर बात करते हैं। सियाशिन तुरंत शर्मिंदा हो गई, क्या तुम उसे सब बता दोगे? वूचन बोला, मैंने ये सब जानबूझकर किया था ताकि बाहर लगे सर्विलेंस कैमरा मुझे तुम्हें उठाकर रूम में ले जाते हुए रिकॉर्ड कर ले। खड़ी मत रहो, जल्दी बैठ जाओ, डिंगलोंग मुझ पर नजर रखे हुए है, मैं जानबूझकर उसे अभी वाला सीन दिखाना चाहता था। जब वो देखेगा कि मैंने तुम्हारी कमर पकड़ी और हम दोनों साथ में रूम में गए तो वो क्या सोचेगा? सियाशिन के चेहरे पर घबराहट की झलक दिखने लगी। उसने सोचा, अगर उसे पता चला तो क्या वो मुझे आराम से छोड़ देगा? उसके सामने बैठा आदमी फिर से उसके लिए एक जाल बिछा रहा था। अगर उन दोनों के बीच सच में कुछ हो जाता तो डिंगलोंग जरूर उसे मार देता, लेकिन अगर वो ऐसा जाल बिछा रहा था तो क्या वो खुद मौत ढूंढ रहा था? ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसके सोच में डूबे चेहरे को देखकर वूचन ने पूछा, क्या तुम ली रूबिन को जानती हो? सियाशिन ने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ। वूचन ने जवाब दिया, वो मेरी औरत है और डिंगलोंग उसके पीछे पागल हो चुका है। जैसे उस साल वो तुम्हारे लिए किसी को मारना चाहता था, वैसे अब वो मुझे मारना चाहता है। मेरे और उसके बीच हम दोनों में से किसी एक को मरना ही पड़ेगा, चाहे मुझे कितनी भी लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। मैं उसके पूरे परिवार को उसके साथ खत्म कर दूंगा। अगर मैं डोंग परिवार को साबित कर दूं कि डोंग योन को उसने मारा था, तो डोंग परिवार अपने प्रभाव से डिंग परिवार पर जंग छेड़ देगा। मेरा ली परिवार के साथ पहले समझौता हो चुका है, ली और डिंग परिवार टूटकर बिखर जाएंगे, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम, शिनशिन और मैं, हम सब डोंगा जाएंगे, बाकी सब कुछ मैं अरेंज कर दूंगा, तुम और तुम्हारी बेटी आजाद जिंदगी जी सकोगी। वूचन को सहयोग के लिए हाथ बढ़ाते देख सियाशिन ने आखिर अपनी सारी सतर्कता छोड़ दी और हाँ कर दी, जरूर धिक्कार है डिंगलोंग पर, काश वो जल्दी से मर जाता। उसके बाद वो थोड़ा पास आई, अपनी चिन ऊपर उठाई और एक मोहक सी मुस्कान के साथ बोली, हम उसके सिर पर 2 सींग लगाने का नाटक ही क्यों करें? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम नाटक ही ना करें? बात करते हुए उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और बोली, चलो उसे सचमुच हरी टोपी पहनाकर बेवफा पति बना देते हैं। लेकिन वूचन ने उसकी इस पेशकश को नरमी से ठुकरा दिया। मैं सिर्फ एक साफ और प्रोफेशनल पार्टनरशिप चाहता हूँ। अगर फ्यूचर में शिनशिन को पता चलेगा कि उसके पिता की मौत में मेरा हाथ था तो क्या होगा? सियाशिन ने थोड़ा सोचा और जल्दी से जवाब दिया, नहीं, हम शिनशिन को नहीं बता सकते। वूचन ने आगे कहा, मैं अभी नहीं चाहता कि बच्ची को इस बारे में पता चले, मैं उसे तूफान के नजरों से दूर ले जाना चाहता हूँ। वो अभी बहुत छोटी है, उसकी जिंदगी अभी बस शुरू हुई है।
अगर तुम और तुम्हारी बेटी डोंगाई आकर गवाही देने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम दोनों को विदेश भेजने का इंतजाम करूंगा। जब तक डिंग परिवार का मामला खत्म नहीं हो जाता तुम दोनों वहाँ सुरक्षित रहोगी। उसके बाद वापस आने के बारे में भी बात करेंगे और डोंगाई में रहने के दौरान मैं शिनशिन को उसके टीचर के रूप में पढ़ाता रहूंगा। शियाशिन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपनी सच्चाई दिखाने की कोशिश की, जिससे वूचान घबरा गया। वूचान, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शियाशिन बहुत बेताब लग रही थी, इसलिए खुद को रोक नहीं पाई। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतार दी। मैं सचमुच चाहती हूँ डिंगलोंग असली हरी टोपी पहने, नकली नहीं। ये सुनकर वूचान भी पसीना छोड़ने लगा। वो इस बात से हैरान था कि ये औरत इतनी बोल्ड थी और सच में ऐसा करना चाहती थी। खैर, जब हम डोंगाई पहुंच जाएंगे तो तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए समझदारी से काम लेना होगा। तुम्हारे बुढ़े आदमी तो यही काम कर रहे हैं, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। अगली सुबह वूचान को जल्दी निकलना पड़ा। उसे जाते देख शियाशिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जितना ज्यादा वो उसे देखती उतनी ही ज्यादा उसकी तरफ खींचती चली जाती। दोनों होटल के दरवाजे तक साथ आए और फिर अलविदा कहा, क्योंकि वूचान को कुछ और काम निपटाने थे। तुम और शिनशिन बस एयरपोर्ट के लिए अपना सामान तैयार कर लो, कल हम सब साथ में डोंगाई लौटेंगे। शियाशिन ने बस धीरे से जवाब दिया, मैं समझ गई, लेकिन उसका दिमाग अब भी पिछली रातों की बातों में उलझा हुआ था। कुछ देर बाद बॉस माओ के टेक्नीशियन ने वूचान को एक कॉन्ट्रैक्ट ला कर दिया। उसने कहा, ये वूचान के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, कृपया इसे एक्सेप्ट कीजिए। वूचान हैरान रह गया। बॉस माओ ने सिर्फ $1 के बदले में एंटरटेनमेंट कंपनी के 45% शेयर उसके नाम कर दिए थे, जिनकी असली कीमत लगभग 200 मिलियन थी। बॉस माओ ने आगे कहा, पैसा हो तो दोस्त होते हैं, पैसे ना हो तो ना दोस्त बचते हैं ना भाई। वूचान, मेरा पुराना व्यवहार दिल पर ना लेने के लिए धन्यवाद। मैं दिल से तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में तुम मेरा ख्याल रखोगे। वूचान ने शांत अंदाज में जवाब दिया, हम पहले से ही दोस्त हैं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन डिंगलोंग और मैं एक दूसरे पर नजर रखेंगे। इस समय आपकी कंपनी में मेरे नाम से शेयर होना मेरे लिए असुविधाजनक है। बॉस माओ ने हंसते हुए कहा, मिस्टर वो हमेशा की तरह अभी भी थॉटफुल है। मिस्टर वो, वैसे रिप्रेजेंटेटिव के बारे में क्या सोचा है तुमने? वूचान ने तुरंत जाओडे को रिप्रेजेंटेटिव बनने का सोचा, साथ ही कंपनी के लगभग 45% शेयर्स भी उसके नाम कर दिए। वूचान की बात सुनकर शाओडे इतनी शॉक हो गई कि उसे यकीन ही नहीं हुआ। सिर्फ एक रात बॉस वो की सर्विस करने के बाद उसे 200 मिलियन के शेयर मिल रहे थे, पर उसे शक हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई छुपा हुआ राज तो नहीं है। उसका एक्सप्रेशन देखकर बॉस माओ बोला, ये बॉस वो के लिए है, लेकिन क्योंकि ये तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो रहा है तो बस साइन कर दो, फिक्र मत करो। लेकिन फिर भी शाओडे वूचान की तरफ देखने लगे। उसकी पुष्टि के बिना वो साइन करने को तैयार नहीं थी। उसने मनी मन फ्यूचर में और मेहनत करने का वादा किया। वूचान की नजर में सब कुछ बहुत छोटा था। जब तक वो उसकी औरत थी उसे किसी चीज का नुकसान नहीं उठाना चाहिए था। बॉस माओ ने फिर एक चालाक मुस्कान दिखाई, अब वूचान की नजरों में मैं आ चुका हूँ, अब उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं, डिंगलोंग से भी नहीं। बाहर एक गाड़ी पहले से वूचान का इंतजार कर रही थी। वो ली परिवार की तरफ से आई थी। गाड़ी के अंदर सब लोग डिंगलोंग के डोंगाई आने के मामले पर बात करना चाहते थे और वूचान की राय सुनना चाहते थे। बुजुर्ग ली ने कहा, हालांकि उसने तुम पर और ली रूबिंग पर हमला किया था, लेकिन अभी भी बदला लेने का वक्त नहीं आया। वो डोंगाई में नहीं मर सकता। वूचान के होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। जब तक वो सीमा पार नहीं करता मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो डोंगाई से बिना खरोच के निकल जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो मरेगा नहीं। ये सुनकर बुजुर्ग ली भी हैरान रह गए। इतनी छोटी उम्र और कितनी खतरनाक सोच। उन्होंने बस अंदर ही अंदर सांस भरी। डिंगलोंग के लिए वाकई बुरा लगता है, उसकी टक्कर इतने गहरे दिमाग वाले आदमी से हो गई। वूचान ने कहा, जब तक सब कुछ साफ सुथरा हो लोगों को फैसला करने दो, बस इतना ही काफी है, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वूचान खूबसूरत जावडा के साथ शॉपिंग कर रहा था। तभी ली रूबिंग का फोन आया। वो पूछ रही थी कि उसका वहां का काम खत्म हुआ या नहीं। ली रूबिंग की आवाज सुनते ही जावडा ने तुरंत अपना हाथ वूचान से अलग कर लिया, लेकिन वूचान को इस शेरनी से बिल्कुल डर नहीं लगता था। उसने जोर से जवाब दिया, शायद मैं कल वापस आ जाऊँ, घर पर अच्छा खाना तैयार रखना, मैं अपने साथ 3 और लोगों को ला रहा हूँ, कल सब पता चल जाएगा। ली रूबिंग को अंदाजा हो गया कि बात औरतों की है, फिर भी उसने नॉर्मल रहकर पूछा, और कुछ? लेकिन अचानक उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो तुरंत भड़क उठी, रुको, 3 औरतें हैं क्या? तुम सिर्फ 3 दिन के लिए घर से बाहर गए थे और अब 3 औरतें लेकर लौट रहे हो? वूचान ने आराम से जवाब दिया, इतनी हैरानी क्यों हो रही है? ली रूबिंग ने गुस्से से कहा, माय डियर मिस्टर वू, क्या आप इतना उद्धार होना बंद कर सकते हैं? 3 दिनों में 3 और आप अभी भी उन्हें वापस लाना चाहते हैं। मैं अपनी रिपुटेशन को कम नहीं करना चाहती, ठीक है? वूचान ने कहा, ठीक है मेरी प्यारी ली, मैं कल वापस आ जाऊंगा, फिर तुम इस बॉडी के साथ जो करना चाहे कर लेना, जलन मत करो मेरी जान। ये सुनकर ली रूबिंग बस आंखें बंद करके सब एक्सेप्ट कर सकी। कल दिखाऊंगी मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, बदमाश। फोन पर शाओडा ने वूचान को शेरनी को छेड़ते हुए देखा। वो थोड़ी डरी हुई सी पूछने लगी, क्या वो तुम्हारी पत्नी है? लगता है वो गुस्सा है। लेकिन वूचान ने उसे अपनी भाव में लेकर तसल्ली दी, जब तक मैं हूँ वो तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, डरना मत। चलिए अब अगले दिन विला एरिया की तरफ चलते हैं। ली रूबिंग बैठी हुई थी, अपने शरारती पति की उपलब्धियां देख रही थी। तुम मुझे थोड़ा इंट्रोड्यूस नहीं करोगे? सबका इंट्रोडक्शन कराओ। वूचान ने कहा, सबसे पहले मेरी गर्लफ्रेंड ली रूबिंग।
फिर उसने उंगली से दिखाते हुए कहा, और ये है जुआन शाओडे। इन दोनों के साथ ये है शाओशिन और छोटी शिनशिन। ये दोनों डिंगलोंग द्वारा डोंग युआन की हत्या की जीती जागती गवाह है। ये सुनकर ली रुबिंग गहरी सोच में डूब गई। उसका पति उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेकर आया था, क्योंकि उनकी सिचुएशन देखकर साफ लग रहा था कि माँ बेटी ने वूचन के साथ मिलकर डिंगलोंग के खिलाफ गवाही देने का फैसला कर लिया था। फिर ली रुबिंग आगे बढ़ी और शाओशिया से हाथ मिलाते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया। मिस शिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। डोंगाई में आपका स्वागत है। शाओशिया भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मिस ली, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मिस ली, आप बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन जब ली रुबिंग की नजर वूचन पर पड़ी, उसकी आंखें जैसे कह रही थी, डियर वूचन, तुम मेरे लिए कितने सारे सरप्राइजेस लेकर आते रहते हो। फिर ली रुबिंग शाओडाई के पास आई और पूछा, तुम शाओडाई हो? ली रुबिंग को सामने देखकर शाओडाई थोड़ी घबरा गई और धीरे से बोली, जी मैं ही हूँ। ली रुबिंग ने फिर पूछा, इस साल तुम्हारी उम्र कितनी है? शाओडाई ने जवाब दिया, 21 साल की। जब वो इस थोड़ी सख्त पूछताछ में उलझी हुई थी, ली रुबिंग अचानक उसके पास आई। उसने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, अरे अभी तो तुम एक छोटी सी लड़की हो सिस्टर। ली रुबिंग ने मन ही मन सोचा, इतनी नर्वस मत हो, तुम तो उन पागल लोगों से कहीं ज्यादा अच्छी हो जो बेसिक एथिकेट्स भी नहीं समझते। सब ठीक है। तब वूचन ने बात संभाले, शिनशिन कई घंटों से गाड़ी में बैठी हुई है, वो थोड़ी थक गई होगी, चलो सब बैठकर बात करते हैं। फिर उसने शिनशिन की तरफ देखकर कहा, तुम बाहर जाकर खेलो, तुम्हारे टीचर को तुम्हारी मम्मी से कुछ प्राइवेट बात करनी है। शिनशिन ने मुंह फुला लिया, लेकिन उसे पता था कि उसे बात माननी ही पड़ेगी। जी टीचर। तभी ली रुबिंग धीरे से शाओशिया के पीछे गई और उसके कान में फुसफुसाई, तुम वूचन के साथ सोई थी ना? ये सुनते शाओशिया का चेहरा बदल गया, वो घबरा गई। ली रुबिंग की ठंडी नजर देखकर उसे लगा कि ली रुबिंग को सब समझ आ चुका है। शाओशिया जल्दी जल्दी समझाने लगी, मिस ली, बात वैसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। वूचन और मैं एक्चुअली, हाँ मुझे माफ कीजिए, उस सुबह गलती मेरी थी, मैंने खुद पहल की थी, मैं बस डिंगलोंग से बदला लेना चाहती थी। फिर शर्म से लाल चेहरे के साथ उसने कहा, मैंने भी सावधानी बरती है, मैं मिस्टर वू और मिस लिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनूंगी, और वैसे भी मेरा कोई और इरादा नहीं है। ली रुबिंग ने आंखें बंद करके हल्की सी सांस ली। उसने अपने पति के बारे में सच एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने पहले ही कहा था, कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इस दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं जिसके साथ मेरा वूचन रिश्ता ना बना सके, इसलिए मैं उसे दोष नहीं देती। ये कहते हुए उसकी नजर वूचन पर जा टिकी। उसने सोचा, शाओशिन तो क्लियरली इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन जाओडे पर नजर रखनी पड़ेगी, और उस बेशरम पति पर भी जो दूसरों की बेटियों को फंसाने में एक्सपर्ट है। उसके आसपास औरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शायद वक्त आ गया है कि मैं कुछ बातें खुद बता दूं। काफी देर सोचने के बाद ली रुबिंग ने अपने हाथ बांधकर गंभीर आवाज में कहा, डियर वूचन, आज रात शाओशिन और शिनशिन घर पर खाना बनाएंगी, और आज रात तुम और शाओडे मेरे साथ डिनर करोगे। वूचन बस हल्का सा मुस्कुराया, समझ गया मिस ली, सब कुछ आपके अरेंजमेंट्स के हिसाब से होगा। उसके पास खड़ी शाओडे भी सिर्फ हाँ ही कर सकती थी। फिर सीन चेंज हुआ। शाम के 7 बजे एक बहुत ही लग्जरियस रेस्टोरेंट के सामने एक पूरी टीम लाइन लगाकर मिस्टर और मिसेस वू का स्वागत करने के लिए खड़ी थी। ये सब देखकर वूचन ने ली रुबिंग से पूछा, ये सब तुम्हारा आइडिया था? ली रुबिंग ने जवाब दिया, मैं कुछ बदतमीज पागल लोगों से मिलने वाली हूँ, अभी तुमसे बहस करने का मूड नहीं है। जैसे ही तीनों अंदर गए, 2 खूबसूरत लड़कियां मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने आई। मिस ली आ गई है, हेलो मिस्टर वू। तभी एक जानी पहचानी आवाज पास आई और उसने वूचन के होठों पर किस किया। वूचन भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। वो और कोई नहीं बल्कि वूरैंग थी। वूचन, तुमने मुझे मिस किया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सीन देखकर ली रुबिंग और आसपास के सब लोग हैरान रह गए। शाओडे को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, ये लड़की उसकी वाइफ के सामने ही इतनी हिम्मत कर सकती है। ली रुबिंग ने तुरंत बीच में आकर उस प्यार भरे सीन को रोक दिया। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, यहाँ सब लोग स्टेटस वाले हैं, थोड़ा संभाल कर। वूरैंग ने ली रुबिंग को छेड़ने के बाद संतुष्ट मुस्कान दी। ली रुबिंग ने टिश्यू निकाला और वूचन के चेहरे पर लगे लिपस्टिक के निशान को साफ कर दिया। पीछे खड़ी शाओडे ने ये सब देखा। उसे समझ आ गया कि जो लड़कियां अभी वूचन के पास आई थी वो सब कोई आम इंसान नहीं थी। शायद अभी वो इन सब चीजों की आदत नहीं डाल पाए थे, लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो जाएगी। काले कपड़े वाली टियान ने मनी मन सोचा, मुझे पता है मिस ली वूचन की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है, लेकिन आंट वू ने फिर भी उनके सामने इतनी हिम्मत दिखाई। लगता है वो मिस ली से बिल्कुल नहीं डरती। और हमारे पीछे मेरी उम्र की जो लड़की कांप रही है उसका क्या सीन है? सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग है। उसे सोच में डूबा हुआ देखकर वूचन ने अपनी पुरानी ट्रिक इस्तेमाल की। उसने प्यार भरे और केयरिंग एक्सप्रेशन के साथ पूछा, टियान क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बाद में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसकी हैंडसम शक्ल देखकर टियान सिर्फ शर्मा कर लाल हो गई है, कुछ नहीं। दूसरी तरफ सुशिनिन की आंखें तेज हो गई। अगर और कुछ नहीं तो लगता है यहाँ मौजूद हम सब वूचन की औरतें हैं, लेकिन वूरैंग का हमें इतनी ओपनली इग्नोर करना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अब और नाटक ना करते हुए उसने मीठी आवाज में वूचन को पुकारा, डार्लिंग, इन कुछ दिनों में जब तुम मेरे साथ नहीं थे मैंने तुम्हारी पसंद की कुछ खास डिशेस बनाना सीख ली है। उसने ड्रामा करते हुए सांस भरी। हमारे मास्टर वू का हारेम इतना बड़ा है कि मुझे सबको याद रखने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक के बाद एक सबकी नजरें अपनी अपनी राइवल्स पर टिक गई। कोई वूरैंग को देख रहा था, कोई सुशिनिन को।
लिरुबिंग ने सोचा ये सिंपल मेथड यूज करके अटैक और डिफेंस दोनों बदल रही है। इतनी एग्रेसिव कंपटीशन देखकर जावड़े थोड़ी डर गई। वो सोचने लगी, क्या मैं वाकई ब्रदर वू के पास खड़े होने लायक हूँ? अपनी 3 वाइफ्स और 4 कॉन्क्यूबाइंस को आपस में लड़ते हुए देख वूचन ने टेंशन कम करने का फैसला किया। उसने मेन्यू उठाया और ऑर्डर करने की तैयारी करते हुए सुशिनिन से पूछा, कंपनी में सब कुछ कैसा चल रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सुशिनिन मीठी मुस्कान के साथ बोली, जो बातें तुमने मुझे समझाई है उनके खिलाफ जाने की हिम्मत उनमें नहीं है। बस कंपनी इतनी बिजी ना हो तो अच्छा रहे, और उससे भी अच्छा होगा अगर मैं हर दिन अपने हस्बैंड के साथ रह सकूं। वुरैंग ने वाइन ग्लास घुमाते हुए वूचांग के करीब झुककर पूछा, स्वीटहार्ट क्या तुमने कभी सुशिनिन को हमारे बारे में बताया है? दूसरी तरफ लिरुबिंग बोली, ब्रदर वो इतना बिजी रहता है कि हर एक से अलग अलग बात नहीं कर सकता। मैंने सबको यहाँ इसलिए बुलाया ताकि हम सब एक दूसरे को जान सके। फ्यूचर में अननेसेसरी ट्रबल से बच जाओगी। फिर उसकी नजर वूचन पर गई। उसने मन ही मन सोचा, सुशिनियन तो वूचन की बातों से ही पिघल गई थी। लगता है वुरैंग से निपटने के लिए उससे मदद मांगने का कोई चांस नहीं। वो औरत वाकई बहुत एनोइंग है। वूचन ने अपनी शेरनी की तरफ देखकर कहा, क्या ये सब सिर्फ इसलिए नहीं है ताकि सब तुम्हें मेरी नंबर 1 गर्लफ्रेंड मान ले? लिरुबिंग ने सांस भरते हुए जवाब दिया, क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ? हाँ हाँ हंस लो। सुशिनी ने फिर ताना मारते हुए वुरैंग को टारगेट किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डोंगाई की फेमस बिजनेस वुमन जो बिजनेस में ही इंटरेस्टेड रहती है वो भी ब्रदर वू पर ध्यान देने लगेगी। वुरैंग ने अपनी चिन्ह हाथों पर टिकाई और कहा, अनबिलीवेबल, आखिर ब्रदर वू में ऐसा क्या खास है? वैसे मुझे तो ज्यादा हैरानी टियान को देखकर हो रही है। मैंने सोचा था ब्रदर वू को सिर्फ बिजनेस माइंडेड वुमन ही पसंद है। टियान ने थोड़ा नाराज होकर कहा, मैंने वूचन को सुशिनिन से एक दिन पहले जाना था। लिरुबिंग ने ग्लास उठाते हुए कहा, तो फिर हमें उसे सिस्टर टियान कहना चाहिए। सुशिनिन के दिमाग में एक आइडिया आया। वो एक्साइटेड होकर बोली, तो फिर हम सबका क्या? लाइन में खड़ी इन सबको देखकर वूचन सिर्फ सांस ही भर सका। टियान वुरैंग सुशिनिन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम सब खुश हो। टियान ने तुरंत जवाब दिया, मुझे पड़ता है। वैसे भी मैं सबसे पहले वूचन को जानती थी। मैं सबसे छोटी नहीं बनना चाहती। और फिर सब वाकई किसी लाइन की तरह खड़ी हो गई। अब गाइस ये लाइन एज के हिसाब से थी या किसी और साइज के हिसाब से, ये तो मुझे भी नहीं पता। टियान दौड़कर लिरुबिंग के पास गए और उसे गले लगा लिया। सिस्टर लिरुबिंग, अब से आप मेरे लिए डिस्कशंस लिया करो। किसी को भी इस छोटी बहन को बुली मत करने देना। लिरुबिंग भी हंस पड़ी, ठीक है लिटिल सिस्टर। इस वक्त वुरैंग खुद आगे बढ़ी। वूचन के करीब आकर उसने पूछा, आज रात हम कहाँ जाएंगे हैंडसम? दूर से 3 जोड़ी आके एक साथ वूचन की तरफ मुड़ गई। सब उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। पीछे खड़ी जावड़े सब कुछ देख रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। क्या पहली रात के बाद फेवरेटिज्म की बैटल शुरू हो गई? लिरुबिंग ने दोनों की तरफ देखकर कहा, मिस गू, वूचन आज ही शंघाई से वापस आया है। ऐसे में घर न जाना क्या अनरीजनेबल नहीं होगा? वूचन ने तुरंत कहा, मुझे लगता है मुझे घर ही जाना चाहिए, है ना? अगर इस वक्त मैंने कोई और जगह चूज की तो शेरनी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सुशिनिन उम्मीद भरी नजरों से वूचन को देखती रही। वो सोच रही थी अगर वूचन अपनी वाइफ के साथ घर चला गया तो शायद बाद में उसे फिर से उसके साथ वक्त बिताने का मौका मिले। टियान भी अपने मन में कुछ सोच रही थी। मैं वूचन के घर भी जा सकती हूँ, है ना? ओ अगर सुशिनिन भी जाना चाहे तो वो तो बहुत शर्मीली है। वुरैंग हल्का सा शर्मा गई। वो वूचन के इरादों को समझने की कोशिश कर रही थी। वो उसके करीब झुककर शरारती अंदाज में बोली, थोड़ा सा हिंट भी नहीं दे सकते? वूचन हंसकर बोला, ठीक है सब लोग घर जाकर जल्दी से आराम करो। जावड़े अभी भी डोंगाई आई है। लिरुबिंग और मुझे उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं। ये सुनते ही टियान और सुशिनिन दोनों उदास हो गई। दोनों को थोड़ी सी निराशा हुई। वो सोच रही थी कि शायद आज रात उन्हें भी वूचन के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। वुरैंग अपनी सुपर कार में बैठ गई, लेकिन जाने से पहले भी उसने वूचन के लिए कुछ मीठी बातें छोड़ दी। डार्लिंग, रात को ज्यादा थक मत जाना वरना मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होगी। फिर सीन चेंज हुआ। तीनों घर वापस आ चुके थे। वूचन ने कहा, मिस शी और छोटी शिनशिन अब तक सो गई होंगी। कल वो अपने लिए अलग जगह रेंट कर लेंगी। दूसरी तरफ शावडे कुछ समय के लिए इसी घर में रह सकती है। बस यही रहो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। जाओ और फ्रेश हो जाओ। लिरुबिंग को अपने पति के फैसले से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तुम सब कुछ अरेंज कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। शावडे ने भी ब्रदर वू की बात मान ली। सब कुछ अरेंज होने के बाद सब अपने अपने रूम में आराम करने चले गए, लेकिन उसके बावजूद वूचन के रूम से प्यार भरी आवाजें सुनाई दे रही थी। आखिर वो पल आ ही गया था। हमारे ब्रदर वू को शेरनी ने पूरी तरह पकड़ रखा था। काफी दिनों बाद मिलने के बाद वो अपना वक्त साथ बिता रहे थे। ये सब सुनकर शावडे का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया। वो सिर्फ इतना सोच रहे थे कि ब्रदर वो अपना ख्याल रखे। लोगों को जल्दी सोने को कहना आसान है, लेकिन जब इतनी आवाज आ रही हो तो कोई कैसे सो सकता है? शाओशिया भी आवाजों की वजह से जग गई। उसने मनी मन सोचा, लगता है मास्टर वो उस वक्त मेरे साथ इतने एंथुजियास्टिक नहीं थे। फिर उसने तुरंत अपने आप को समझाया, जल्दी सो जाओ, मैं क्या सोच रही हूँ, चलो सो जाते हैं। फिर सीन चेंज हुआ। एक पिंक बालों वाली लड़की फोन पर किसी से बात कर रही थी। हेलो, क्या मैं मिस सोंगशुआन से बात कर रही हूँ? मैं एन मैंगलिंग बोल रही हूँ, माफ कीजिए डिस्टर्ब करने के लिए। फोन की दूसरी तरफ सोंगशुआन थी, वुरैंग की बेटी, वही लड़की जिसके लिए वूचन ने कई गाने लिखे थे जो इस वक्त बहुत पॉपुलर हो रही थी।
ये आवाज सुनकर सोंग शुआन बहुत शॉक हो गई। एन मैंगलिंग कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक फाइनेंशियल टाइकून की बेटी थी जिसके एसेट्स 100 बिलियन से भी ज्यादा थे। 17 साल की उम्र में डेब्यूट किया था, 19 साल की उम्र में चाइनीज म्यूजिक इंडस्ट्री की टॉप आर्टिस्ट बन गई थी और 24 साल की उम्र में पूरी इंडस्ट्री को बदलने वाली इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बन चुकी थी। सोंग शुआन ने तुरंत अदब से जवाब दिया, नहीं मिस एन, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। एन मैंगलिंग बोली, मिस सोंग, मुझे आपके गाने बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता आपने किसी कंपनी के साथ साइन किया है या नहीं। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको अपनी कंपनी में इनवाइट करना चाहती हूँ। ये सुनकर सोंग शुआन बहुत एक्साइटेड हो गई। बचपन से उसका सपना था कि वो चाइनीज म्यूजिक इंडस्ट्री की फेमस सिंगर बने। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस टॉप आर्टिस्ट को वो एडमायर करती है वो खुद उसे इनवाइट करेगी, इसलिए उसने तुरंत मीटिंग के लिए हाँ कर दी। लेकिन एन मैंगलिंग का एक और सवाल था, क्या आप वूचैन की दोस्त हैं? अगर है तो क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती है? मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ, उनका फेमस हिट सॉन्ग सुनने के बाद ही। ये सुनकर सोंग शुआन भी हैरान रह गई। उसने तुरंत कहा, मैं पहले वूचैन से बात करूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी, क्योंकि वो जानती थी कि वूचैन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन इतना बड़ा मौका देखकर वो नहीं चाहती थी कि वूचैन का टैलेंट दबा रह जाए, इसलिए वो तुरंत निकल पड़ी। अपनी बेटी को इतनी जल्दी में देखकर वूरैंग हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि यह म्यूजिक राइटर वूचैन आखिर है कौन। उसने सजेस्ट किया कि दोनों साथ चले, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली वजह क्या थी, वो भी हमारे हीरो से मिलना चाहती थी। फिर सीन चेंज हुआ। कुछ देर बाद वूचैन की विला पर दोनों माँ बेटी वहाँ पहुंच चुकी थी और खुशी से उसका स्वागत कर रही थी। सोंग शुआन ने कहा, मुझे सबको एक बात समझानी है मॉम, ये वही म्यूजिक राइटर है जिनके बारे में मैंने बताया था। ये डोंगाई यूनिवर्सिटी से और इसी साल ग्रेजुएट हुए हैं। वूरैंग ने अब तक अपनी बेटी को ये नहीं बताया था कि उसका वूचैन के साथ खास रिश्ता है। सोंग शुआन ने फिर कंटिन्यू किया, हेलो सीनियर, ये मेरी माँ है। जब मैंने बताया कि आपके लिखे हुए गाने बहुत पॉपुलर हो गए हैं तो ये आपसे मिलने पर जोर देने लगी। क्योंकि उनका असली रिश्ता सोंग शुआन को नहीं पता चल सकता था, दोनों ने फेक स्माइल दी और हाथ मिलाया। हेलो, मैं वूरैंग हूँ और मैं वूचैन हूँ। वूरैंग ने एक्टिंग जारी रखी। उसने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है इस साल? सिग्नल समझते हुए वूचैन ने थोड़ी शरारती मुस्कान के साथ बोला, 22 साल। वूरैंग ने अपने बाल ठीक किया और फिर तारीफ करते हुए बोली, तो तुम सोंग शुआन से बड़े हो, काफी हैंडसम यंग मैन हो, क्या तुम डोंगाई के ही हो? वूचैन ने जवाब दिया, नहीं, मैं एक छोटे काउंटी से आया हूँ। वूरैंग ने फिर पूछा, घर पर क्या करती हो? अपनी माँ की पूछताछ देखकर सोंग शुआन थोड़ी एम्बैरेस्ड हो गई। मॉम, क्या आप उनका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन चेक कर रही हैं? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है? मुझे और सीनियर को इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर सोंग शुआन ने कॉन्ट्रैक्ट वूचैन को दे दिया। सोल रेमेडी और सॉन्ग फॉर मी दोनों बहुत पॉपुलर हो गए हैं, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई हूँ। सीनियर, आप इसे पढ़ लीजिए और आराम से सोचिए। ये कहकर वो बाथरूम की तरफ चली गई। जैसे उसकी बेटी गई, वूरैंग ने एक्टिंग बंद कर दी। उसने अपनी चिन पर हाथ टिकाया और शरारती नजरों से वूचैन को देखते हुए पूछा, तो बताओ, तुम्हें ज्यादा पसंद है जब वो तुम्हें क्लासमेट शावू बुलाती है या फिर डार्लिंग हस्बैंड? वूचैन ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए बैठ गया। ये देखकर वूरैंग थोड़ी नाराज हो गई। उसने पूछा, आज तुम मेरे साथ इतने ठंडे क्यों हो? कल रात लिरुबिंग के साथ घर जाने के बाद से ही वो इस बात से खुश नहीं थी। फिर वो एक मोहक अंदाज में वूचैन के पास बैठ गई। ये देखकर वूचैन ने उसे समझाया, अपनी सीट पर वापस बैठ जाओ, कहीं कोई देख ना ले। लेकिन उसने जवाब दिया, सोंग शुआन को बाथरूम में काफी वक्त लगेगा, इतनी जल्दी क्या है? वो अपनी सीट पर वापस नहीं जाना चाहती थी और तुरंत वूचैन को किस करना चाहती थी। जब वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे तभी सोंग शुआन वापस आती है और उन्हें देख लेती है। सीनियर, मॉम, आप दोनों इतने क्लोज क्यों बैठे हो? वूरैंग जल्दी से खड़ी होकर समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सोंग शुआन ने उसे मौका ही नहीं दिया। वो तुरंत रोते हुए मुड़ गई, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ये देखकर वूचैन भी बहुत ऑकवर्ड हो गया। दोनों औरतों के भले के लिए लग रहा था कि उसे सब कुछ रिसेट करना पड़ेगा। वूरैंग हैरान होकर पूछने लगी, तुम क्या कह रहे हो? वूचैन ने तसल्ली दी, उदास मत हो, मैं तुम्हें ये सब दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करने दूंगा। इस वक्त वूचैन के दिमाग में आज की सारी घटनाएं घूम रही थी। आज सच में बहुत ही बदनसीब दिन था। फिर वो अपनी यादों को खंगालने लगा, देखना चाहता था कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसे उसे ध्यान में रखना चाहिए। कुछ घंटों बाद जब उसने कंफर्म कर लिया कि आज सिर्फ वूरैंग और सोंग शुआन वाली घटना ही नहीं बल्कि और भी कई परेशानी हुई थी, तो उसने टाइम रिवर्सल सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही वूरैंग उसके पास आई, वूचैन ने गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, सिर्फ 3 सेकंड्स बैठ जाओ, मुझ पर भरोसा करो वरना तुम पछताओगी। वूरैंग को समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। तभी सोंग शुआन वापस आ गई। इस बार उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। मुझे याद आया कि मुझे सीनियर से एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी और मुझे वॉशरूम भी नहीं जाना। वूरैंग हैरान रही। उसकी नजर सीधे वूचैन पर टिक गई। उसकी बेटी लगभग एक ऑकवर्ड सीन देख लेती, पर वूचैन ने पहले सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया था। ये सच में अनबिलीवेबल था। वो अपने पति के फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी से पूरी तरह मोहित हो गई। वूचैन ने पूछा, अच्छा बताओ क्या बात है? सोंग शुआन ने जवाब दिया, सीनियर, पता नहीं आपने एन मैंगलिंग का नाम सुना है या नहीं? वो चाइनीज म्यूजिक इंडस्ट्री की टॉप सेलिब्रिटीज में से एक है। वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाहती है और वो आपसे मिलने में भी बहुत इंटरेस्टेड है।
ये सुनकर वूचैन सोच में पड़ गया। अपनी हजारों सालों की रीइंकार्नेशन वाली यादों में उसका एन मैंगलांग के साथ काफी कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता था, लेकिन जो आना था वो आना ही था। लगता था किस्मत उसे फिर उसकी तरफ ले जा रही थी। सोंगशुआन की आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। वो वूचैन को एन मैंगलांग का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती थी और उम्मीद कर रही थी कि दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। पास बैठी वूरैंग ने पूछा, सोंगशुआन क्या तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपनी माँ की राय लेनी नहीं चाहिए? सोंगशुआन तुरंत प्यार से बोली, मॉम मैं कमर्शियल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगी और मेरी स्टडीज भी इफेक्ट नहीं होंगी। मैं अपने म्यूजिक करियर को सीरियसली परस्यू करूंगी। वूरैंग अपनी बेटी के सामने ज्यादा देर तक सख्त नहीं रह सकी। आखिर उसने हाँ कर दी, लेकिन पूरी प्रोसेस में मेरी अप्रूवल जरूर लगेगी। ये सुनते ही सोंगशुआन खुशी से उछल पड़ी। मॉम मान गई, अब बस वूचैन की डिसीजन का इंतजार है। वूचैन के पास एन मैंगलांग को अपना नंबर देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन खुद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करने का उसका कोई इरादा नहीं था। सोंगशुआन खुशी खुशी वहाँ से चले गई। ठीक है, मैं पहले एन मैंगलांग को फोन कर लेती हूँ, आप लोग थोड़ी देर बैठ जाइए। दूसरी तरफ वूरैंग थोड़ी बेचैन थी। कल रात से वूचैन उसके साथ काफी ठंडा व्यवहार कर रहा था, इसलिए वो चाहती थी कि वो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे, लेकिन वूचैन ने उसे मना कर दिया। तुम चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रहो, कहीं सोंगशुआन कोई गलत सीन ना देख ले। वूरैंग ने मीठी आवाज में पूछा, वैसे तुमने फ्यूचर कैसे देख लिया, मुझे भी बताओगे? वूचैन बस मुस्कुराया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दे, लेकिन वूरैंग की आंखों में शर्म साफ दिख रही थी। वो उसकी नजरों से बचने लगी। पता नहीं ये बड़ी बहन अपने दिमाग में क्या क्या सोच रही थी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। कुछ देर बाद वूचैन तुरंत वहां से निकल गया। उसके पास कुछ जरूरी काम था। उसने कहा, अगर सोंगशुआन को किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगा। वूरैंग उसकी जाती हुई पीठ को देखती रह गई, जैसे किसी सपने में खो गई हो। उसे लग रहा था कि उसका पति वाकई बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। फिर सीन चेंज हुआ एक सुनसान अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर। इस वक्त वूचैन वहाँ मौजूद था। उसका आदमी इज्जत से उसके सामने झुककर बोला, सर वो आदमी अंदर है। अंदर घुसते उसने देखा कि एक आदमी मजबूती से बंधा हुआ वूचैन के पैरों के पास घुटनों पर बैठा था। वूचैन ने ठंडी आवाज में कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम ना भाग सकते हो ना मर सकते हो, इसलिए अपने अजीब इरादों को छोड़ देना ही बेहतर होगा। ये सुनकर आदमी गुस्से से दांत पीसने लगा और वूचैन को घूरने लगा। टाइम रिवर्सल से पहले जब जैंगचुआन पकड़ा गया था तो वूचैन ने उसे इतना उकसाया था कि वो खून उगलकर खुद को खत्म कर बैठा था। लेकिन इस बार वूरैंग और उसकी बेटी की वजह से वूचैन ने एक तीर से 2 निशाने लगाने का फैसला किया। ये लापरवाह जैंगचुआन असल में डिंगलोंग का भेजा हुआ अससीन था। बदकिस्मती से वो एक ऐसे शातिर आदमी के हाथ लग गया था जो उसकी हर प्लानिंग पहले ही से जानता था। वो खुद को खत्म करके डिंगलोंग को मुसीबत से बचाना चाहता था, लेकिन यहाँ तो वो खुद को भी नुकसान नहीं पहुँचा पा रहा था। वूचैन ने फिर उसे समझाया, मेरे साथ कॉपरेट करो, ये तुम्हारे बचने का रास्ता है। अगर असैसिनेशन फेल करके तुम डिंगलोंग के पास वापस गए तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा। जैंगचुआन सोच में पड़ गया, लेकिन डिंगलोंग को धोखा देना भी आसान नहीं था। कौन गारंटी दे सकता था कि वूचैन के पास डिंग फैमिली से लड़ने की ताकत है। अगर उससे नहीं हुआ तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तब वूचैन की आंखें खूनी इरादे से भर गई। उसने धीरे से कहा, चाहे जो हो तुम्हारी वाइफ और बच्चे अमेरिका में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं अभी एक फोन करूँ तो उसके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर तुम चाहोगे कि वो डिंगलोंग के हाथ लग जाए। ये सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये यंग मास्टर इतना बेरहम और चालाक हो सकता है। डिंगलोंग तक को उसकी वाइफ और बच्चों का अमेरिका वाला एड्रेस पता नहीं था, लेकिन वूचैन ने सब निकाल लिया था। अगर वो डिंगलोंग को धोखा नहीं देता तो उसका परिवार वूचैन के निशाने पर था, और अगर देता तो डिंग फैमिली उसे ढूंढ निकालेगी। सच में ना जीने का रास्ता था ना मरने का। तब वूचैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तुम्हें मुझे चूज करना चाहिए। मेरे और डिंगलोंग के बीच एक दिन किसी एक की मौत जरूर होगी, और तुम बस इतना मान लो, मरने वाला मैं नहीं हूँगा। वूचैन की पुरानी एबिलिटीज देखकर जियांगचुआन का दिल हिल गया। अब उसके मन में सच में बदलाव आने लगा था और उसने खुद को खत्म करने का ख्याल भी छोड़ दिया था। वूचैन ने अपने 2 आदमियों को हुक्म दिया, इसके बंधन खोल दो, फिलहाल ये यही रहेगा, बाद में मैं नई लोकेशन बताऊंगा। दोनों तुरंत बोले, जी सर, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, हम आपको निराश नहीं करेंगे। वूचैन ने फोन देखा, अभी 4:15 बज रहे थे और 20 मिनट में उसे जियांगयांग रोड के कैफे में पहुंचना था। तुम दोनों फिलहाल यही रहो, आगे के ऑर्डर्स का इंतजार करो। 20 मिनट बाद कैफे में वूचैन पहले से वहाँ बैठा हुआ था। एक मिडिल एज आदमी अंदर आया, उसके साथ एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव औरत भी थी। वूचैन ने सोचा, टाइम पर आया है, ये लड़की भी बुरी नहीं है। उसे पता था कि आदमी कुछ और प्लान्स बना रहा है, लेकिन काम पहले आता था, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और चुपके से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। आदमी ने प्यार से उस औरत का हाथ पकड़ा और पूछा, आज रात फिर मिलना है? औरत ने सिर हिला दिया, नहीं, मुझे आज रात घर जाना पड़ेगा। ओलू पिछले कुछ दिनों से घर पर ही है, अगर मैं वापस नहीं गई तो उसे शक हो जाएगा। पिछली बार भी उसने कई सवाल पूछे थे। आदमी हंस पड़ा, क्या उसने तुम्हें सस्पेक्ट किया? औरत ने जवाब दिया, बात वो नहीं है, उसने तो बस यूं ही पूछ लिया। तुम्हारी पत्नी का क्या हालचाल है? क्या वो अब भी तुम्हारा हालचाल पूछती रहती है? उसने उसके गाल को छुआ और बोला, तुम इमेजिन कर सकती हो कि पिछली बार जब उसने झगड़ा किया था तो मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था और अब वो ठीक से व्यवहार कर रही है। औरत ने पूछा, उसे मुझ पर शक नहीं था, है ना?
आदमी बोला, नहीं, तुमको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसने कहीं से एक बड़ा केला निकाला और उसको दिखाते हुए बोला, उसके बारे में बात करना बंद करो, चलो एक केला खा लो और बाद में होटल चलते हैं। उस केले को हाथ में पकड़े हुए वो औरत बोली, तुम एक बार भी डिसेंट क्यों नहीं बन सकते? बूढ़ा आदमी चीप सी स्माइल देकर बोला, क्या तुमको मेरी ये बेशर्मी पसंद नहीं आई? ही 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 ही। वूचैन ने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली, अब उसे सिर्फ ओल्ड ले से मिलना था। इस वक्त वूचैन ने जावड़े को फोन किया। वो चाहता था कि जावड़े उसके साथ ली मैनर चले, थोड़ा सा बिजनेस डिस्कस करने। फिर सीन चेंज हुआ। ली फैमिली विला में एक खूबसूरत और जोशीली औरत ने उनका स्वागत किया। मिस्टर वू, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए, मेरे गॉडफादर ऊपर फोन पर बात कर रहे हैं, वो अभी नीचे आ जाएंगे। जावड़े भी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गई। ले फैमिली की औरतें वाकई अमीर और नोबल लगती है। वूचैन के करीबी लोगों में से हर कोई या तो अमीर है या तो नोबल। तब ओल्ड ले सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया। वूचैन को देखते ही वो खुशी से मुस्कुराया और गर्मजोशी से मिला। ओल्ड ले ने जावड़े को देखा और पूछा, ये खूबसूरत लड़की कौन है मिस्टर वू? वूचैन ने तुरंत इंट्रोड्यूस कर दिया, ये मेरी औरत जुआंग जावड़े है। ओल्ड ले जोर से हंस पड़ा, वाह, इसलिए तो हम भाई हैं। एक वाइफ से काम नहीं चलता, पूरा हारेम होना चाहिए। फिर उसने दोनों औरतों से कहा कि वो बाहर बैठकर बातें करें और वो वूचैन को स्टडी रूम में ले गया। अंदर आते ही वूचैन सीधा मुद्दे पर आ गया। डिंगलोंग तुम्हारे ले फैमिली ब्रदर्स के पावर का फायदा उठाना चाहता है। वो लुई से कांटेक्ट करेगा और तुमसे भी मिलेगा। मुझे पता है तुम दोनों तरफ दाव लगाना पसंद करते हो, आखिर तुम हमेशा जीतने वाले आदमी हो। फिर वूचैन ने फोन निकाला, मेरे पास एक वीडियो है, मुझे लगता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ओल्ड ले हैरान हो गया, उसने उत्सुकता से फोन की तरफ देखा। वीडियो देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगा, वो तुमने तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। ओल्ड ले अपनी खुशी छुपा ही नहीं पा रहा था। इस क्लिप में जो आदमी है वो मेरा डिप्टी जनरल मैनेजर जुआ है। जब मैं सस्पेंड हो जाऊंगा तब कंपनी चलाने की जिम्मेदारी उसके पास होगी और जो औरत बनाना खा रही थी वो यूशिन की वाइफ है। फिर ले मुड़कर बोला, तुम शायद जानते हो कि ओल्ड यूशिन होंगफ्राई कॉर्पोरेशन का एक लॉन्ग टर्म सप्लायर है और डोंगाई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का चेयरमैन भी है। वो ली फैमिली का दोस्त है, लेकिन जब मैं डोंगाई में एक बेकार आदमी बनकर गया था तब उसने मुझे नीचा नहीं समझा। वो बहुत एंथुसियास्टिक था, इसलिए हम दोस्त बन गए। जब तुम घर में एंटर हुए थे तब मुझे उसी का फोन आया था। वो कह रहा था कि मैनिंग का ली रूबिंग की कंपनी के फैशन को रिप्रेजेंट करना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता था। लेकिन मुझे पता था कि ओल्ड यू को सुलह करने और सस्पेंड करने के लिए कहना असल में लीयर्स का प्रेशर था। एक और बात, डिंगलोंग ने कहा था कि वो डोंगाई आएगा और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की वजह से हुए लॉसेस के कॉम्पनसेशन पर बात करेगा। ये सभी इंफॉर्मेशन समझने के बाद वूचैन को डिंगलोंग का असली इंटेंशन भी समझ आ गया। उसने अभी तक हार नहीं मानी थी, वो बस कॉस्मेटिक का अच्छा काम बर्बाद करना चाहता था। अगर एंडोर्समेंट खराब हो जाता और परफॉर्मेंस गिर जाती तो ली रूबिंग को हरा सकता था। ब्रदर ले, तुम्हारी चाल कमाल की थी, पहले विलन बनो और फिर हीरो बनकर वापस आ जाओ। इस वक्त ओल्ड ले गुस्से में वूचैन को प्रॉमिस कर रहा था कि वो उन लोगों को बिल्कुल फेस नहीं देगा। कोई भी वूचैन की वाइफ की कंपनी की रिप्रेजेंटेशन को बर्बाद नहीं कर सकता। ओल्ड ले की आंखें सख्त हो गए। वो मुझे बंदर की तरह नचाना चाहता है, लेकिन मैं उनकी साइड पर खड़ा नहीं होने वाला। दूसरी तरफ दोनों औरतें बात कर रही थी। टाओ मैनिंग ने पूछा, शाउडे तो लगता है वूचैन से अलग ही नहीं होती, मुझे क्यूरियोसिटी है, तुम उसके साथ कितने टाइम से हो? ये सुनकर शाउडे ने सीधा जवाब दिया, बस कुछ दिन। मैनिंग मुस्कुराई, वूचैन की गर्लफ्रेंड ली रूबिंग सिंपल नहीं है और उसके साथ रहना भी इजी नहीं है, शाउडे को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। शाउडे ने जल्दी से समझाया, मिस ली बहुत अच्छी इंसान है, उनका दिल बहुत बड़ा और खुला हुआ है और वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती हैं। टाओ मैनिंग ने फ्रूट प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, शाउडे तुम्हें देखकर मुझे वो दिन याद आ जाता है जब मैं पहली बार अपने गॉडफादर के साथ थी। बोलते हुए उसने एक केला उठाया और उसका छिलका उतारा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना और हम्बल रहना जरूरी नहीं होता, बस उसका दिल मजबूती से पकड़ो, ये किसी भी और चीज से ज्यादा इफेक्टिव होता है। फिर टाओ मैनिंग ने उस केले को लेकर एक सजेस्टिव जेस्चर दिया। फिर वो शाउडे की तरफ मुड़कर बोली, किसी आदमी का दिल कैसे जीतना है, इंटरनेट की बकवास मत सुनो, ये रेसिपी फॉलो करके कुकिंग करने जैसा नहीं है, ये एक गेम है जिसमें काउंटलेस की पॉइंट्स होते हैं। ये कहने के बाद वो शाउडे के पास गई और बोली, तुम्हें स्ट्रगल करते देखकर लगता है कि मुझे बाद में तुम्हें ये स्किल सिखानी पड़ेगी। ये देखकर शाउडे ने ऑकवर्डली सिर हिलाया, सिर्फ अपने भाई वूचैन की वजह से। उसके बाद टाओ मैनिंग स्टडी रूम में गई और ओल्ड ले को बताया कि कोई डोरबेल बजा रहा है। ओल्ड ले ने तुरंत कैमरा चेक किया और देखा कि दरवाजे पर ओल्ड हूज खड़ा था। ओल्ड ले बोला, उसे बस मुझसे मिलना है, मेरे पास टाइम नहीं था तो यहाँ तक आ गया। वूचैन ने ओल्ड ले को शांत रहने की सलाह दी और कहा कि उसे ये वीडियो दिखा देना चाहिए। ओल्ड ले ने वूचैन की तरफ देखा और पूछा, सीधा दिखा दूं, ये क्या ठीक रहेगा? वूचैन ने शांति से जवाब दिया, ओल्ड हू खुद भी साफ नहीं है। ओल्ड ले, तुम उसके दोस्त 10 साल से भी ज्यादा टाइम से हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि उसकी बाहर भी औरतें हैं। वूचैन उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, चाहे उसके कितनी भी लोगों के साथ रिलेशन हो, लेकिन वो और उसकी वाइफ लीगली मैरिड है। जो भी शादी के बाद चीट करता है, डिवोर्स के वक्त घर और एसेट्स का बड़ा हिस्सा खोना पड़ सकता है।
ये सुनकर ओल्डे थोड़ा स्टन रह गया। उससे वूचैन का मतलब समझ आ गया। उसकी कंपनी की वैल्यू 3 बिलियन से ज्यादा थी। ये दो दोस्तों की मेहनत का रिजल्ट था और ये वीडियो उसके अफेयर का एविडेंस बन सकता था। ओल्डे जोर से हंस पड़ा क्योंकि ये ओल्ड हु के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था। वूचैन बस ठंडी मुस्कान के साथ बोला, ये गिफ्ट मैंने नहीं दिया, ब्रदर ले ने दिया है, इसलिए बाद में अगर हम उससे कुछ छोटे फेवर्स मांग ले तो वो भी ज्यादा नहीं होगा। फिर वूचैन की आंखें तीखी हो गई। ओल्डे, मुझे लगता है तुम ओल्ड हु को बता सकते हो कि तुम ले के साथ क्या करने वाले हो, या फिर उसे पहले एक्सटर्नल फोर्स बना दो जो तुम्हारी साइड पर खड़ी हो। एक सप्लायर के रूप में अगर उसे ये बात समझ आ गई तो तुम्हारे ओल्ड मैन के दिल का बैलेंस हिल सकता है। ओल्डे ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। वूचैन ने आगे कहा, जब वो ओल्ड लू की वाइफ के साथ उलझेगा तब लुई जरूर उसके खिलाफ एक्शन लेगा और फिर लुई के हाथ का इस्तेमाल करके कछुए को मार दिया जाएगा, उसका फायदा उठाया जाएगा। ये प्लान्स में से सिर्फ एक प्लान है। दूसरी बात ये है कि ओल्ड लू अफेयर कर रहा है। अगर उसके अफेयर का एविडेंस उसकी वाइफ को दे दिया गया तो फिर ये पक्का नहीं है कि घर छोड़कर किसको जाना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद ओल्ड ली के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ब्रदर वू की सोच सच में बहुत ही खतरनाक थी। फिर वूचैन बोला, ब्रदरली ये कोई धमकी नहीं है, लैंग्वेज भी एक आर्ट होती है। एक ही बात को अलग तरीके से बोला जाए तो लोगों के इमोशंस भी अलग होते हैं और रिजल्ट भी अलग मिलते हैं। ओल्ड ली तुरंत समझ गया। वो एक्साइटेड होकर हंसने लगा, समझ गया, मैं समझ गया। बाहर ओल्ड हु स्टडी रूम तक पहुंच चुका था। ओल्ड ने उसे अंदर बुलाया, अंदर आओ, शर्माओ मत। फिर उसने दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया, ये मेरा भाई वूचैन है और ये बॉस ह्यू है। दोनों ने गरम जोशी के साथ हाथ मिलाया और बैठकर बात करने लगे। ओल्ड हु ने सीधा पूछा, पिछले कुछ सालों में तुम्हारे अपने बड़े भाई के साथ सब ठीक नहीं चल रहा है क्या? तुम दोनों इतने अपोज क्यों हो गए हो? मुझे तुम्हें मुसीबत में देखना अच्छा नहीं लगता। ओल्ड ली ने जवाब दिया, इसकी चिंता मत करो, ये मामला तुमसे रिलेटेड नहीं है। ये सुनते ही ओल्ड हु का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, तो मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जैसे बड़ी परिवारों के लोगों को ऐसे मामलों में कम ही इन्वॉल्व होना चाहिए, ज्यादा परेशानी क्यों मोल लेनी। ओल्ड ने पूछा, तुम कहना चाहते हो कि मैं खुद मुसीबत ढूंढ रहा हूँ? मैनिंग ने सिम्फनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बहुत मेहनत की और आज यहाँ तक पहुंच चुकी है। क्या ये सिर्फ नॉर्मल कंपटीशन नहीं है? फिर ओल्ड हु ने मेंशन किया कि ओल्ड ली ने उसे हॉस्पिटल रूम में रुककर फेक मेडिकल रिपोर्ट लिखने को कहा था। रिपोर्ट में लिखना था कि इंजरी फोर्स मेजर्स की वजह से हुई है, क्योंकि ल्यूरुबिंग तुम्हारी दोस्त है, हम और तुम्हारी इज्जत नहीं गवा सकते। ओल्ड ली की नजर वूचैन पर गई। फिर उसने सोचा, मैं ल्यूरुबिंग को जानता भी नहीं, मैं उसे कभी मिला भी नहीं, तो वो किस तरह की इंसान है। उसके बाद ओल्ड हु ने पूछा कि टाओ मैनिंग को वापस आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की परमिशन क्यों दी गई। ओल्ड ली सिर्फ मुस्कुराई, क्योंकि ल्यूरुबिंग और मेरे पास बैठे ये भाई दोनों मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं। ये सुनते ओल्ड हु ने तुरंत पूछा, तुम्हारे पास बैठा हुआ आदमी वूचैन है? वूचैन ने सीधा जवाब दिया, हाँ मैं ही वूचैन हूँ। ओल्ड हु का चेहरा तुरंत घबराहट से भर गया, क्योंकि वूचैन ने पूरा प्रोसेस देखा था जब वो ओल्ड ली को ल्यूरुबिंग को धोखा देने की सलाह दे रहा था। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा, ओल्ड ली तुम क्या मजाक कर रहे हो? ओल्ड ली ने मन ही मन सोचा, सब कुछ लगभग तैयार हो चुका है, बस आग लगानी बाकी है, अब भाइयों के साथ स्टेज पर आने का वक्त है। ओल्ड हु का चेहरा और भी काला पड़ गया। ब्रदर वो तुमने अभी सुना था कि मैं ओल्ड ली को मिस ल्यूरुबिंग को धोखा देने की सलाह दे रहा था। वूचैन शांति से बोला, मुझे पता है बॉस, वो आप ब्रदर लेक के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप सिचुएशन को पूरी तरह नहीं जानते। मैं आपको साफ बता सकता हूँ कि कार एक्सीडेंट का मास्टरमाइंड ल्यू था। जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट करवाया था वो जल्दी पकड़ा जाएगा। ब्रदर ली और मैं मिलकर लुई को जेल भेजेंगे, बस थोड़ा वेट लगेगा। ओल्ड हु को इस बात पर बहुत शक हुआ। तब वूचैन ने एक फुल एचडी क्लिप निकाली और कहा, जाओ युबो लेयून का सबसे करीबी आदमी है, इसलिए मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की और किस्मत से ये प्राइवेट क्लिप रिकॉर्ड हो गई। ओल्ड हु, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जाओ युबो का कैरेक्टर को भी जानते हैं। किसी के एसेट्स हड़पने के लिए भड़काना उसके लिए सिर्फ वक्त की बात है। ये सुनते ओल्ड ली ने तुरंत वूचैन का सपोर्ट कर दिया। तुम लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, इस बात को पब्लिक मत होने देना और फ्यूचर में अपनी वाइफ के साथ कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। सबसे पहले अपनी औरत को कुछ टाइम के लिए फॉरेन भेज दो, डिवोर्स के बाद एसेट्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, फिर उसे बुला लेना। वूचैन ने कहा, मास्टरमाइंड कौन है ये अभी वेरीफाई करना बाकी है, लेकिन ब्रदरली और मैं पहले लुई से डील करेंगे। ये सुनकर ओल्ड हु ने जोर से टेबल पर हाथ मारा, अब मुझे सब समझ आ गया, दोनों का शुक्रिया। अच्छा हुआ तुमने वक्त पर ये सब डिस्कवर कर लिया। वूचैन ने विनम्रता से कहा, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, हम सब भाई हैं। अब ओल्ड अपने भाई वूचैन की और भी ज्यादा तारीफ करने लगा। सच में बात करना भी एक आर्ट होती है। आज उसकी सोच का दायरा और भी बड़ा हो गया था। अचानक ओल्ड के पास एक कॉल आई। कॉलर देखकर वो हैरान रह गया। फोन डिंगलोंग का था। वूचैन ने इशारा किया कि कॉल रिसीव करो और स्पीकर पर डाल दो। फोन के दूसरी तरफ से डिंगलोंग की आवाज आई, बॉसले क्या कल दोपहर आपके पास थोड़ा टाइम होगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ओल्डे की नजर तुरंत वूचैन पर पड़ी। वूचैन ने हल्का सा विंक किया। तब ओल्डे ने पूछा, मेरे पास तो बहुत टाइम है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर डिंग कल डोंगाई क्यों आना चाहते हैं। डिंगलोंग बोला, तो फिर मैं कल आ जाऊंगा, एक मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। बॉसले जोर से हंस पड़ा, हाँ उसकी कोई जरूरत नहीं, तुमने पहले ही ले को ढूंढ लिया है, तो फिर बताओ मुझसे आखिर किस बात पर बात करना चाहते हो।
डिंगलोंग ने बोला, मिस्टर ले, हम दुश्मन नहीं है, बस हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 10 साल पहले जो कुछ हुआ था अब वो गुजर चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रेजेंट है। तुम्हारी फैमिली में सिर्फ 2 बेटे हैं। अगर एक के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो दूसरा नेचुरली अकेला हेयर बन जाएगा। सच कह रहा हूँ ना। फोन पर यह बात करना कन्वीनियंट नहीं है। मिलते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। लिए सुनते ही समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर उसने ये ऑफर रिजेक्ट किया तो डिंगलोंग पक्का पलटकर लुई की मदद करेगा इनहेरिटेंस जीतने में। ली तुरंत गुस्से में आ गया। डिंगलोंग की धमकी भरी टोन सुनकर उसने सोचा, यह आदमी कितना एरोगेंट है। फिर उसने वूचान की तरफ मुड़कर उसकी राय पूछी। वूचान ने शांति से जवाब दिया, प्लान के मुताबिक ही चलो, उसकी बात मान लो। ब्रदर ली ने तुरंत हाँ कर दी, मुझे एड्रेस भेज दो। डिंगलोंग बोला, टाइम और प्लेस बॉस ले खुद अरेंज करेंगे, बस इस बात को सीक्रेट रखना। नीचे एक 2 पीच वाली भाभी उसके बगल में घुटनों के बल बैठी थी। जब डिंगलोंग का छोटा भाई कुछ फूक रहा था तो उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया चिल्लाते हुए, डैम इट, तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी बेकार क्यों है? काम ढंग से नहीं किया तो तुम्हें म्यांमार भेज दूंगा कॉर्न पील करने। सामने वाली लड़की तुरंत रो पड़ी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं हार मान गई। डिंगलोंग फिर सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखने लगा। बिल्डिंग पर बिजनेस वुमन ली रूबिंग की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। वो सोचने लगा कि काश वो टाओ मैनिंग की प्रेजेंस भूल जाए और होंगटाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बजाय उसका साथ चुन ले। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था, जिस ड्रीम गर्ल के बारे में वो दिन रात सोचता था उसकी उम्मीदें कब की टूट चुकी थी। सीन फिर ब्रदर ले और वूचान की तरफ शिफ्ट हुआ। ब्रदर ले ने पूछा, मेरा भाई कल हम क्या करेंगे? वूचान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ब्रदर ले टेंशन मत लो, हम प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। काफी रात हो गई है, अब मैं चलता हूँ। उसने तुरंत शाउडे को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर वो ओबीडियंटली बोली, जी हनी। तब टाओ मैनिंग आ गया और शाउडे से बोली, जो मैंने तुम्हें सिखाया उसे याद रखना, अगर कुछ समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ब्रदर ली ने दोनों को इतना क्लोज देखकर हैरानी से पूछा, तुम दोनों आखिर क्या सीक्रेट डिस्कस कर रही हो? टाओ मैनिंग हल्की सी मुस्कुराई, ये सिर्फ लड़कियों का छोटा सा सीक्रेट है। फिर उसने शाउडे का हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। शाउडे बस शर्म से लाल हो गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कुछ देर बाद फुक्सिंग रोड के एक क्लब के बाहर फरारी के अंदर बैठी शाउडे ने हैरानी से पूछा, मिस्टर वो, क्या हम क्लब जा रहे हैं? क्या तुम्हारे दोस्त वहाँ वेट कर रहे हैं? वूचन हंस पड़ा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन कल यहाँ बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था, चलो थोड़ा तमाशा देखते हैं। सीन फिर अचानक बदल गया। बचाओ, कोई है क्या? एक औरत की चीख गूंज रही थी। कुछ गुंडे लॉलीपॉप पकड़े हुए सफेद लैम्बोर्गिनी पर जोर जोर से वार कर रहे थे। बाहर निकलो सालो, जल्दी गाड़ी से बाहर आओ। फ्लोरल शर्ट पहना हुआ एक आदमी इम्पेशेंट हो गया। वो गाड़ी के पास आया और धमकी देते हुए बोला, खुद बाहर आओगे या मैं खींचकर निकालूं? 2 पार्ट हेयर स्टाइल वाला लड़का और उसकी छोटी बहन डरते डरते गाड़ी से बाहर निकले। उनके सामने एक फ्लैशी शर्ट पहना हुआ आदमी खड़ा था। उसका हेयर स्टाइल भी बहुत अजीब था। हाथ में वेपन घुमाते हुए वो एरोगेंट टोन में बोला, अब कहाँ गई तुम्हारी अकड़? अब समझ आया ना डर क्या होता है? 2 पार्ट हेयर स्टाइल वाले लड़के को तुरंत वेपन से मुंह पर जोर से वार लगा। वो बस भीख मांग सकता था। बेनिफैक्टर प्लीज रुक जाइए, प्लीज मत मारिए। उसकी छोटी सिस्टर रोने लगी, प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को मत मारिए। तभी बैकग्राउंड में एक जाना पहचाना हुआ इंसान आता हुआ देखा। उसे देखते ही वो लड़की भागकर बोली, भैया हमें बचाइए, मेरी बॉयफ्रेंड की मदद कीजिए। वूचैन ने आगे बढ़कर शांति से कहा, अपने छोटे चमचों को साइड में करो, बहुत शोर मचा रहे हैं। एक गुंडा अभी भी अकड़ के साथ खड़ा था। वो वूचैन को देखकर सोच रहा था कि ये गोरा चिट्टा हीरो टाइप लड़का कहाँ से आ गया। वूचैन ठंडी आवाज में बोला, मुझे पसंद नहीं है जब कोई मेरे सामने बकवास करता है। ग्रुप का एक आदमी दौड़ता हुआ आया, बच्चा हमारे सामने हीरो बन रहा है, तेरा ये सुंदर सा चेहरा अभी तोड़ देते हैं। उसने मुक्का चलाया लेकिन वूचैन ने आसानी से डॉज कर लिया। एक कदम पीछे हटकर मोमेंटम लिया और फिर एक जबरदस्त ड्रैगन किक सीधा मोटे आदमी के चेहरे पर मारी। अगली पल वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने गलत इंसान को छेड़ दिया है। सिर्फ एक किक में एक आदमी डाउन, बाकी सब शॉक में रह गए। एचकेटी हेयर स्टाइल वाला आदमी गुस्से से चिल्लाया, क्या देख रहे हो सब? गेम खेल रहे हो क्या? सबके सब उस पर टूट पड़ो। पूरा ग्रुप एक साथ वूचैन पर झपटा, लेकिन अगले कुछ मिनट सिर्फ उनकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती रही और वूचैन के मुक्कों और किक्स की आवाजें लगातार गूंजती रही। ये सब देखकर वो लवबर्ड कपल पूरी तरह शॉक हो गए। वूचैन ने अकेले 10 लोगों को संभाल लिया था। एचकेटी हेयर स्टाइल वाला आदमी शक भरी नजरों से वूचैन को देखने लगा। ये आदमी आखिर है क्या? इतना जबरदस्त लड़ता है और इसका चेहरा भी हमारे बॉस के ब्रदर इन लॉ से मिलता है, वही लेजेंडरी वूचैन। अचानक उसकी आंखें फट गई। अरे साला, ये सच में ब्रदर वू है, बॉस का ब्रदर इन लॉ। छोटा गुंडा तुरंत घुटनों पर गिर गया। वो बार बार सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। ब्रदर वो मेरा बड़ा भाई ब्रदर झाओ के नीचे काम करता है, मतलब आप मेरे बॉस के भी बॉस हुए। मैंने पहले आपकी फोटो देखी थी लेकिन अभी पहचान नहीं पाया। मेरी आंखें होते हुए भी मैं माउटाए देख नहीं पाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वूचैन बस मुस्कुरा दिया, मुझे तुम लोगों के एक्सक्यूजेस सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, जाकर अपने बड़ी भाई को बुलाओ। ये सुनकर छोटा गुंडा खुशी से बार बार शुक्रिया अदा करने लगा। थैंक यू ब्रदर वू, थैंक यू ब्रदर वू, मैं अभी ब्रदर जाओ और बाकी लोगों को बुला लेता हूँ।
उसके बाद वूचन लव बर्ड कपल के पास गया। सब ठीक हो? अभी भी नाइट क्लब के लिए एनर्जी बची है? 2 पार्ट हेयर स्टाइल वाले लड़के के चेहरे पर गहरी ग्रेटिट्यूड नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो आज मैं और चीची बुरी तरह फंस जाते। वूचन ने हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा, कोई बात नहीं, तुमने अपने सेकंड अंकल को कॉल क्यों नहीं किया? ये सुनकर लड़का हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वूचन को उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कैसे पता था। वूचन बोला, मेरे शंघाई में कुछ दोस्त है, उन्होंने तुम्हारी मॉडिफाइड जीटीआर और तुम्हारे पास खड़ी इस ब्यूटी चीची के साथ तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में बताया था। आखिर तुम शंघाई के यंग लोगों में से काफी फेमस हो। ये देखकर लड़का और भी फ्रेंडली हो गया। ब्रदर, वो आपकी फैमिली बिजनेस क्या है? वूचन हंस पड़ा, मेरा परिवार एक छोटे से टाउन में रामेन शॉप चलाता है। लड़का बस मुस्कुरा, आप भी कमाल के जोक करते हैं। इसी बीच सड़क के दूसरी तरफ कई गाड़ियां रुक गई। एक बड़ा ग्रुप उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। लग रहा था आज रात का मामला और भी गर्म होने वाला है। गाड़ी के अंदर बैठी गॉडेस शाउडे बहुत परेशान हो गई। उसने तुरंत फोन निकाला और ली रूबिन को कॉल लगाया। सिस्टर, ब्रदर वो क्लब के बाहर किसी को बचाने के लिए गाड़ी से उतर गए हैं। सिचुएशन बहुत खराब लग रही है। ली रूबिन ने तुरंत कहा, जल्दी डिटेल्स बता। शाउडे ने घबराहट में जवाब दिया, एक बड़ा ग्रुप वेपन्स लेकर ब्रदर वू की तरफ बढ़ रहा है। तब 2 आदमी सामने आए। एक था जॉन विक हेयर स्टाइल वाला जाओ गाउची, जिसे जाओ लिंगजी भी कहते थे। उसके साथ उसका सबऑर्डिनेट यूयांग भी था। ये वही लोग थे जिन्हें बुलाया गया था। जाओ लिंगजी ने आते ही कहा, मिस्टर वू, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हम पहले ब्रदर ली के घर पर मिल चुके हैं। उधर गाड़ी के अंदर शाउडे लगातार घर पर सिचुएशन रिपोर्ट कर रही थी। ली रूबिन ने कहा, उनकी गाड़ी का लाइसेंस प्लेट देखकर मुझे बताओ। शाउडे ने तुरंत नंबर पढ़ा, A774Q6। उसने फिर देखा कि एक मिडिल एज आदमी क्रचेस के सहारे चल रहा था। लग रहा था कि वो ब्रदर वू को जानता है। ली रूबिन ने उसे तसल्ली दी, कोई बात नहीं, वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अचानक शाउडे का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। सीस, ब्रदर वू उस बुड्ढे को लात मार रहे जो अभी उन्हें लेक्चर दे रहा था। अब तो गया काम से, बिल्कुल गया। उन लोगों ने लॉलीपॉप निकाल लिया और ब्रदर वू पर तान दी है। दूसरी तरफ ली रूबिन भी शॉक हो गई। वही रुको, मुझे तुरंत लोकेशन भेजो, मैं अभी आ रही हूँ। तब जाओ लिंची ने जोर से चिल्लाया, उन बेवकूफों को रोको, तुम लोग क्या कर रहे हो? लॉलीपॉप नीचे रखो। यूयांग ने गुस्से में जवाब दिया, बॉस उसने आपको भी मारा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जाओ लिंची अभी भी घुटनों पर बैठा हुआ था। मिस्टर वू, ये सब अनपढ़ और बेवकूफ है, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। इन छोटे भाइयों की गलती को दिल पर मत लीजिए। वूचन धीरे से जाओ लिंची के पास गया और बोला, जो लड़के को अभी मारा गया था वो टोंग फैमिली का यंग मास्टर है और शंघाई वाली चीची एक पावरफुल और वेल्दी फैमिली की डायरेक्ट 3rd जनरेशन डिसेंडेंट है। इनके पीछे इतनी बड़ी ताकत खड़ी है तो फिर सिर उठाकर देखो कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। ये सब तुम्हारी ही गलती है, सुधर जाओ वरना आसमान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जाओ लिंची का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, ब्रदर वू, अब मैं क्या करूँ, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। तभी अचानक सटैक वूचन ने एक जोर का थप्पड़ मारा। जाओ लिंची सीधा पलट कर गिर गया। यूयांग ने देखा कि उसके बॉस को थप्पड़ पड़ा है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, बस चीख पड़ा, बॉस। जाओ लिंची ने तुरंत समझ लिया कि वूचन क्या कर रहा है। उसने मन ही मन सोचा, ये बेवकूफ इतना जोर से मत चिल्ला, ब्रदर वो हम लोगों के बचाने के लिए नाटक कर रहे हैं। वूचन ने उस प्रीटी बॉय के बाल पकड़ लिए। अब समझ आया अपनी गलती, मुझे उम्मीद है दोबारा ऐसा नहीं होगा। जाओ लिंची का पूरा शरीर कांप रहा था। जी जी मिस्टर वू, मुझे समझ आ गया। तब वूचन ने उसे छोड़ दिया। उसने अपने आदमी को उठाने को कहा और फिर वो सीधा उस प्रीटी बॉय की तरफ चल गया। प्रीटी बॉय ने चिंता से पूछा, ब्रदर वो लंगड़ा आदमी कौन है? आपने उसे इतनी जोर से क्यों मारा? वूचन ने कैजुअल टोन में जवाब दिया, ओ वो इस एरिया को मैनेज करता है, उसका नाम जाओ लिंची है। फिर उसने कंसर्न दिखाते हुए पूछा, अभी जो तुम्हें मारा गया था तो उसके बाद तुम ठीक हो? हॉस्पिटल ले चलूं? प्रीटी बॉय मुस्कुराए, इतना सीरियस नहीं है, मैं अभी भी ठीक हूँ। दूर से एक ऑडी तेज रफ्तार से आती हुई देखी। वूचन का ब्रदर इन लॉ ली राउटा गाड़ी से उतरकर सीधा उनकी तरफ भागा। वूचन को देखकर वो हैरान रह गया, ब्रदर इन लॉ आप यहाँ कैसे? अरे लिटिल चीची भी यहाँ है। सिचुएशन समझने के बाद ली राउटा सीधा जाओ लिंची के पास गया और उसे लात मार दी। साले तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? इतनी उम्र हो गई है, बाहर जाकर कैसे बिहेव करना है ये भी नहीं पता। बेचारा जाओ लिंची जिसे लोग पहले ही लंगड़ा जाओ बुलाते थे, अब दोनों भाई उसकी बची हुई टांग पर भी लात मार रहे थे। लग रहा था उसे व्हीलचेयर पर बिठाने का पूरा इरादा है। लव बर्ड कपल ये सब देखकर परेशान हो गए। उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। बस करो सब लोग, मुझे कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई, इतना करने की जरूरत नहीं है। उनकी टांग मत तोड़ो, बस उनके मुंह पर मार लो। ली राउटा ने जाओ लिंची को डांटा, आज बॉस ने बोल दिया वरना आज रात तुम्हारी दोनों टांग तोड़ देता। कैसे बिजनेस कर रहे हो तुम? गुंडागर्दी करने निकले हो क्या? जाओ लिंची ने अंदर ही अंदर सुकून की सांस ली। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है। लगता है उन्हें मुझ पर तरस आ गया, मेरी बेकार जान बच गई। तभी एक सफेद ऑडी वहां आकर रुकी। गाड़ी से उतरी ली रूबिन। उसके चेहरे पर इतना गुस्सा था कि सब देखकर घबरा गए। उसे देखकर ली राउटा तुरंत आगे बढ़ा, सिस आप यहाँ क्यों आई हैं? अरे मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो?
लेकिन लिरुबिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पता नहीं कहां से एक लॉलीपॉप निकाली, सीधा जाओलिंची के पास गई और लॉलीपॉप उसके सर पर तान दी। साले, मैंने सुना है किसी ने मेरे हस्बैंड पर लॉलीपॉप तानी थी। ये देखकर जाओलिंची का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, मानो पेट के बल उल्टा हुआ मेंढक। उसे पता था लिरुबिंग के टेम्परामेंट के हिसाब से वो सच में गोली चला सकती है। आज तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। वूचन भी ये देखकर हैरान रह गया। अरे मेरी शेरनी, तुम क्या कर रही हो? लवबर्ड कपल भी घबरा गए। क्या ये सच में सड़क पर किसी को मार देगी? ली राउटा भी दौड़ कर आया। सिस रुक जाओ, लेकिन बैंग, लॉलीपॉप चल गई। लॉलीपॉप जाओलिंची के कान को हल्की सी छूकर निकल गई। वो बिल्कुल हिल नहीं पाया। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं था। ली राउटा ने लास्ट मोमेंट पर लिरुबिंग का हाथ पकड़ लिया था, इसलिए लॉलीपॉप थोड़ी सी हट गई, वरना लंगड़ा जाओ सीधा मरा हुआ जाओ बन जाता। लिरुबिंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने तुम्हारे ब्रदर इन लॉ पर लॉलीपॉप तानी थी और तुम अभी भी उसकी साइड ले रहे हो। ली राउटा जल्दी से बोला, नहीं सिस, काम डाउन, आप गलत समझ रही हो। कुछ देर बाद लिरुबिंग ने आखिर लॉलीपॉप नीचे कर दी, फिर सीधा दौड़कर वूचैन के पास गई। उसे जोर से गले लगाकर किस कर दिया। उसने वूचैन को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। वूचैन अपनी शेरनी की चिंता देखकर खुश हो गया। लिरुबिंग, तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ आई थी? लिरुबिंग ने सीधा जवाब दिया, ऑफ कोर्स, मैं पागल हो गई थी। तुम्हें पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जब मैंने सुना कि किसी ने तुम पर लॉलीपॉप तानी है? लिरुबिंग उसके सीने से लग गई। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ बच्चे नहीं किए। वूचैन उसकी सोच सुनकर बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। लिरुबिंग ने फिर अपने छोटे भाई ली राउटा को बुलाया। जल्दी मिस्टर टैंग को हॉस्पिटल ले जाओ, प्रॉपर चेकअप करवाना, और आज रात सिस्टर शाउडे का भी ध्यान रखना। कोई जल्दबाजी मत करना, वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ की औरत है। ली राउटा पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। क्या वो सच में ब्रदर इन लॉ की औरत है? एक मिनट सिस, आपने उसे यंगर सिस्टर कहा। ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। लवबर्ड कपल सामने खड़े ये सब देख रहे थे। वो पूरी तरह इम्प्रेस्ड हो गए। तो ये है ली फैमिली की मशहूर यंग मिस्ट्रेस, कितनी कूल है और कितनी डोमिनियरिंग भी। लिरुबिंग फिर वूचैन की तरफ मुड़कर बोले, आज रात मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें डिस्टर्ब करे। मेरे प्यारे वूचैन, कोई ऑब्जेक्शन है? वूचैन सब समझ गया और खुशी से मुस्कुरा दिया। जो होना है वो तो होगा ही। सीन बदलकर वूचैन के बेडरूम का दृश्य आता है, जहाँ उसने शेरनी को बिस्तर से कसकर बांध रखा था। अगर तुम अच्छी बनी रही तो तुम्हें चोट नहीं लगेगी, लेकिन अगर शरारत की तो सजा मिलेगी। लिरुबिंग ने ट्रेडिशनल तरीकों और किसी भी पोज से संबंध बनाने की इच्छा जताई। साथ में ये भी कहा कि वो किसी भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ना करे। वूचैन ने पूरे होश के साथ कहा, शर्माने की कोई बात नहीं, लगता है अब उनके बच्चे होने वाले हैं। वूचैन के हारा में मेन महारानी लगभग तय हो चुकी है, बस कुछ ही जगह खाली बची है। अगली सुबह वूचैन के विला में ब्रदर इन लॉ, मैंने टैंग को हॉस्पिटल ले जाकर पूरी रात मॉनिटर करवाया। डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन कल रात से ही टैंग मेरे ब्रदर इन लॉ से मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। वो कपल सबके तारीफ भरी नजरों के बीच लिविंग रूम में नीचे आए। वूचैन ने कहा, हॉस्पिटल से इतनी जल्दी डिस्चार्ज होने की जरूरत नहीं है, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे थोड़ा और रेस्ट करने दो। टीकेटी हेयर स्टाइल वाला लड़का बोला, ब्रदर मैं सचमुच में ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त वूचैन के पास उसके फादर इन लॉ का फोन आया। उसने सबसे माफी मांगी और कॉल रिसीव करने के लिए साइड में चला गया। लिरुबिंग, गेस्ट को एंटरटेन करना, बाहर में शार्क हूँ, घर में मैं गप्पी हूँ। जैसे उसने फोन उठाया, ग्रीटिंग्स करने से पहले ही फादर इन लॉ ने सवालों की बारिश कर दी। वूचैन, मैंने सुना है मेरी बेटी के अलावा भी तुम्हारी और औरतें हैं। वूचैन ने शांति से जवाब दिया, ओ अंकल, आपकी इन्फॉर्मेशन काफी फास्ट है, मुझे कुछ डिनाई नहीं करना। ये सुनकर बूढ़ा और गुस्से में आ गया। डिनाई भी नहीं कर रहे, लगता है बाहर काफी बिजी रहते हो, कितनी है? वूचैन हंस पड़ा, अंकल नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सीधा बोल दीजिए जो बोलना है। टेंशन का मैटर मैं हैंडल कर लूंगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्टली बता दीजिए। बुढ़ाली हल्का सा हंस पड़ा, मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, आजकल के यंग लोगों की सोच समझ नहीं पाता। ठीक है, मुझे टैंक वाले मैटर की चिंता नहीं, तुम संभाल लो और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो एटाई को बोल देना। वूचैन ने जवाब दिया, ठीक है अंकल, चिंता मत कीजिए। इसी वक्त लिरुबिंग उसके पास आ गई। कॉल खत्म हो गई। वूचैन ने पूछा, मिसली कुछ पूछना चाहती है? वूचैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे कमर से अपनी तरफ खींच लिया। सुबह सुबह ही दोनों डॉग फूड फैला रहे थे, लगता था आज लंच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लिरुबिंग ने पूछा, मुझे बता सकते हो क्या हुआ, मेरे फादर ने तुम्हें क्यों फोन किया? वूचैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अंकल बस मुझे सवालों के थ्रू टेस्ट कर रहे थे, ये देखना चाहते थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मुझे टेंशन वाला मैटर भी सॉल्व करना होगा ताकि सब लोग इन्वॉल्व ना हो जाए। लिरुबिंग मुस्कुराई, लगता है तुम मेरे फादर को काफी अच्छी तरह समझते हो। वूचैन ने अपनी शेरनी के सर पर प्यार से हाथ फेरा, तुम्हारे लिए मुझे उन्हें समझना ही पड़ेगा। लिविंग रूम के बाहर छोटी बहन शाउडे एप्रन पहने हुए फ्रूट की प्लेट लेकर आई। गेस्ट का वेलकम है, यंग मास्टर ली, यंग मास्टर टैंग, मिस गाओ, प्लीज फ्रूट लीजिए। और सब लोग कौन सी चाय पीना पसंद करेंगे? इसी वक्त वूचैन उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। शाउडे तुम क्या कर रही हो? वो धीरे से बोली, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, जो कुछ कर सकती हूँ करना चाहती हूँ, इसलिए फ्रूट और चाय लेकर आई हूँ। शाउडे ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया, उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन थी।
मैं कुकिंग भी कर सकती हूँ, खासकर 7 फ्लेवर्ड एग्स। वूचैन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सच में इतना करने की जरूरत नहीं है। तब पीछे से लीरुबिंग आई और पूछा, शाओडे क्या चल रहा है? शाओडे शर्मा कर हकला गई, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। लीरुबिंग खुशी से बोली, तो बात कुकिंग तक पहुंच गई, ठीक है, शाओडे और मैं मिलकर हैंडल कर लेंगे। वूचैन दोनों सिस्टर्स को देखकर हंस पड़ा। डियर लीरुबिंग, क्या तुम श्योर हो कि तुम खुद कुकिंग करना चाहती हो? शाओडे ने तुरंत हाथ हिलाया, सिस्टरली मुझे करने दीजिए, आप और ब्रदर वो गेस्ट को एंटरटेन कीजिए। शेरनी ने थोड़े नखरे से कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार जब मैं पूरी तरह से रेडी हो जाऊंगी तब तुम सबको एक जबरदस्त मील बनाकर दिखाऊंगी। वूचैन बस मुस्कुराता रहा। तभी लिविंग रूम के बाहर से छोटा भाई दौड़ता हुआ आया। बिग ब्रदर, तुम्हारा काम हो गया? वूचैन हैरान हुआ, है क्या हुआ? छोटे भाई टैंग ने दोनों हाथ जोड़कर गहरा सलाम किया। बिग ब्रदर, क्या आप मुझे मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं? मैं आपके डिसाइपल बनना चाहता हूँ। वूचैन शॉक गया, है मुझसे तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? छोटा भाई टैंग एक्साइटेड होकर बोला, बिग ब्रो, वुल्फ वॉरियर देखने से पहले मुझे लगता था कि मार्शल आर्ट बस मूवी की फेक चीज होती है, लेकिन कल जब मैंने असली वुल्फ वॉरियर देखा तब मुझे समझ आया कि मैं कुएं का मेंढक था। अगर आप मुझे सिखाओगे तो मैं बहुत मेहनत करूंगा, कभी क्लास मिस नहीं करूंगा। वूचैन थोड़ा हिचकिचाया। तभी छोटे भाई टैंग ने अपना सीना ठोककर कहा, चिंता मत कीजिए, मैं ट्यूशन फी भी दे सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। और मेरी फाउंडेशन भी स्ट्रांग है, मैं बहुत हेल्दी हूँ। कल मुझे इतना मारा गया, मेरा चेहरा भी तोड़ दिया गया, लेकिन देखिए मैं अभी भी बिल्कुल ठीक हूँ। वूचैन उसकी सिंसियर रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हारी करंट कंडीशन देखना चाहता हूँ, तुम क्या कर सकते हो? छोटा भाई टैंक थोड़ा घबरा गया, सर खुजाते हुए हंस पड़ा, शायद कुछ दिन बाद। अगर अभी आपने मुझे 2-4 पंचेस मार दिए तो शायद मैं सीधा किसी और दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो जाऊंगा। वूचैन जोर से हंस पड़ा और उसके कंधे पर हाथ मारा। पहले अपनी इंजरी से पूरी तरह रिकवर हो जाओ, फिर कुछ दिन बाद इस बारे में बात करेंगे। इसी बीच एयरपोर्ट पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया और एक आवाज गूंजी। आखिरकार लीरुबिंग डोंगाई की जमीन पर कदम रख चुका था। डिंगलोंग ने पूछा, कल लंच साथ में करे जब तुम फ्री हो? लीरुबिंग बोली, गेट लॉस्ट। डिंगलोंग बोला, ऐसा मत करो, अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती तो मैं खुद तुम्हारी कंपनी आकर तुमसे मिल लूंगा। फोन की दूसरी तरफ से लीरुबिंग ने ठंडी आवाज में कहा, हिम्मत है तो आ जाओ, मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। डिंगलोंग हंस पड़ा, लीरुबिंग मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, कम से कम मुझे एक मौका तो दो। लीरुबिंग ने सिर्फ एक ही लाइन बोली, मरना है क्या, और फोन काट दिया। ये डिंगलोंग भी कमाल का आदमी है, क्या उसके पास भालू का जिगर और चीते की हिम्मत है? डोंगाई में कदम रखते ही वूचैन की औरत पर लाइन मार रहा है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद थके हुए डिंगलोंग ने अपने कपड़े उतारने का इरादा किया ताकि अपनी सेक्रेटरी के साथ कुछ पल बिताकर अपनी एनर्जी वापस पा सके। शंघाई से लंबी फ्लाइट के बाद वो एक सिनिस्टर मुस्कान के साथ बोला, तुम ज्यादा दिन तक चैन से नहीं रह पाओगी। दूसरी तरफ ली राउटे बोल उठा, सिस वो कमीना कल आ रहा है, मैं अभी से तैयारी करता हूँ, कल उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगर डोंगाई में कदम रखने की हिम्मत की है तो वापस जाने का सपना भी ना देखे। वूचैन ने शांति से कहा, ली राउटे बिना परमिशन के कुछ मत करना, हर काम शांति से करो, मैंने सब अरेंजमेंट्स पहले से ही कर ली है। ली राउटे ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया, ठीक है, मैं ब्रदर इन लॉ की अरेंजमेंट फॉलो करूंगा। वूचैन खड़ा हुआ और बोला, मैं निकल रहा हूँ, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। आज दोपहर लीरुबिंग और ली राउटे कंपनी जाएंगे और शाओडे घर पर रहेगी। अगर लिटिल ब्रो टैंक को कोई प्रॉब्लम है तो शाओडे को बता देना। गाड़ी में बैठते ही वूचैन ने मनी मन सोचा, डिंगलोंग अब तुम्हारा गेम खत्म है, मासूम बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम डोंगाई आ चुके हो, अब हमारा गेम शुरू होता है। उसने तुरंत अपना प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। मेरी औरत पर नजर डालने की हिम्मत की है, डोंगाई में कदम रखा है, अब बचकर नहीं जा पाओगे। दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस आदमी कई कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। मैकेनिकल कीबोर्ड की लगातार क्लिकिंग सुनाई दे रही थी। वो खुद से बोल रहा था। मास्टर डिंग ने डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर उसे डोंगाई में कार यूज करनी है तो आखिर उसे इन्हीं लोगों के पास आना पड़ेगा। उधर वूचैन गाड़ी में बैठा हुआ था। उसके फोन पर एक मैसेज आया, मिस्टर वू कार मिल गई है, डिटेल्स व्हाट्सएप पर भेज दी है। वूचैन मुस्कुराया, एक्सीलेंट मेरे भाई। उसने तुरंत कॉल लगाया, सिस्टर वूरेंग मैंने अभी आपको व्हाट्सएप पर कुछ भेजा है। वूरेंग ने शरारती अंदाज में कहा, मुझे मिस कर रहे हो, सीधा मेरे पास आ सकते थे, व्हाट्सएप भेजने की क्या जरूरत थी। वूचैन उसकी बात समझ गया लेकिन अनजान बन गया। सिस्टर वूरेंग प्लीज इन गाड़ियों को ट्रैक करवा दीजिए, मुझे इनका फाइनल डेस्टिनेशन जानना है और ये काम जल्दी और सीक्रेट होना चाहिए। वूरेंग नखरे से बोली, ठीक है हनी, मेरी खबर का इंतजार करो। कुछ देर बाद जवाब आ गया, मिल गया, गाड़ियां नॉर्थ कैंगन रोड एरिया में रुक गई हैं और काम खत्म होने के बाद मुझसे मिलना मत भूलना, मुझे तुम्हारी याद आ रही है लिटिल बॉय। वूचैन ने जवाब दिया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं मेन टास्क पर फोकस करता हूँ। नॉर्थ कंगन रोड एरिया में सिर्फ एक ही होटल था जो डिंगलोंग की रिक्वायरमेंट्स को मैच करता था, युआ होटल। वूचैन ने अपनी पुरानी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया और जल्दी उसे पता चल गया, रूम 606 बिल्कुल यही है, चलो पहले कुछ छोटे गिफ्ट देते हैं। कुछ देर बाद डिंगलोंग गुस्से से फट पड़ा, ये क्या बकवास है, 5 स्टार होटल में भी पावर आउटेज होता है क्या? उसकी सेक्रेटरी भी कंप्लेन करने लगी, पानी भी बंद हो गया।
इसी वक्त होटल मैनेजर दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने झुककर कहा, सर सिटी से टेम्परेरी मेंटेनेंस नोटिस आया है। इस अनएक्सपेक्टेड इनकन्वीनियंस के लिए हम माफी चाहते हैं। डिंगलोंग ने नाराज नजरों से मैनेजर को देखा। उसने सोचा कि ले चैंग के साथ मीटिंग में अभी 1 घंटे से ज्यादा टाइम था, लेकिन निकलने का वक्त भी पास आ रहा था। उसने पूछा, डिनर कब तक ठीक हो जाएगा? मैनेजर ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल सर, मेंटेनेंस सिर्फ 2 या 3 घंटे चलेगा, प्लीज चिंता मत कीजिए। डिंगलोंग ने हल्की सी आवाज निकाली, ठीक है। इसी वक्त वूचन ने देखा कि गाड़ियों का एक बड़ा कॉन्वॉय आ रहा है। वो मुस्कुराया। डिंगलोंग का बड़ा कॉन्वॉय पूरी ताकत के साथ पहुंच गया। अब मेरी बारी है। कुछ देर बाद एक कमरे में वूचन ने कपड़े बदले, ग्लोव्स और सॉक्स पहने, फिर हल्का सा हंस पड़ा, देखते हैं वो चीज कहाँ है। उसने दरवाजे, कैबिनेट्स और सोफा सब चेक करना शुरू कर दिया। हर जगह कुछ ढूंढ रहा था। आखिर उसकी नजर एक कुर्सी के नीचे गई। मिल ही गया। उसने धीरे से एक काला सूटकेस बाहर निकाला। मनी मन बोला, ये बेवकूफ डिंगलोंग बस कुछ ही पासवर्ड यूज करता है, बस उन्हें बार बार बदलता रहता है। वूचन ने धीरे से यूएसबी ड्राइव इंसर्ट की। यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। चाहे उसने पहले भी काफी डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, फिर भी सब कुछ याद रखना मुमकिन नहीं था, इसलिए कॉपी करना ही सबसे बेहतर ऑप्शन था। उसने एक ऐसा लॉलीपॉप निकाला जिस पर अभी पेंट भी नहीं हुआ था और साथ ही बोला, वैसे जब तुम लॉलीपॉप यूज करो मेरी एडवाइस है कि इसे रिचार्ज करके और पेंट करके यूज करो। इससे डैमेज और बढ़ जाएगा, लेकिन बेस्ट यही होगा कि इसे कभी यूज ही ना करना पड़े। आखिरकार डिंगलोंग का सारा डेटा कॉपी हो गया और इंट्रूजन के सारे निशान भी पूरी तरह मिटा दिए गए। वूचन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। फिर वो शांति से वहाँ से निकल गया। चलते हुए धीरे से बोला, डिंगलोंग, मैं काफी टाइम से तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन है ये मुलाकात बहुत इंटरेस्टिंग होगी। सीन शिफ्ट हुआ वूरैंग के विला में। वूचैंग ने आवाज लगाई, सिस्टर वूरैंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। लेकिन उसका हाथ दरवाजे तक पहुंचता उससे पहले उसकी आवाज सुनते ही वूरैंग दौड़कर आई। उसने वूचैंग का हाथ पकड़ा और सीधा उसकी बाहों में आ गिर गई। वूरैंग ने प्यार भरी आवाज में कहा, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे पास हो बस तुम ही काफी हो। वूचैंग हंस पड़ा, हम यही एंट्रेंस में शुरू हो गए क्या सिस्टर वूरैंग? चलो अंदर चलते हैं। नरम हाथों और शरीर के ट्विन टावर्स का धीरे धीरे उसके शरीर से स्पर्श हुआ और वो धीरे धीरे हिलने लगे। उसके चेहरे का भाव कह रहे थे, अब कितने दिन बाकी है, मैं एक एक पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। फिर जैसा कि कई भाइयों ने अंदाजा लगाया था, वो दोनों खुद को रोक नहीं पाए और घर के अंदर भाग गए, दरवाजा बंद किया और अस्त व्यस्त हो गए। वूचैंग वूरैंग को एबीसीडी की स्पेलिंग सिखा रहा था। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वूरैंग थकी हुई लग रही थी। अंदर जाते ही उसने कहा, तुमने कहा था मेरे लिए कुछ लाए हो, क्या है वो? वूचैंग हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, सब कुछ तो तुम्हारे पास ट्रांसफर हो चुका है ना। वूरैंग ने उसे हल्का सा घूरा, कितने गंदे हो तुम, सीरियसली बता। तब वूचैंग उठा और एक यूएसबी ड्राइव उसके हाथ में दे दी। इसे देखना, सब समझ आ जाएगा, अपनी चीजें संभाल लो सिस्टर वूरैंग। अब मैं चलता हूँ और अगले 2 घंटे मुझे कॉल मत करना, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वूरैंग ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जाओ अपना काम करो, अभी जो वक्त तुमने मेरे साथ बिताया है वही मेरे लिए अगले 2 घंटे या उससे भी ज्यादा याद रखने के लिए काफी है। ऐसे ही होमवर्क देते रहे तो घर वाली शेरने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। कुछ देर बाद वूचैंग रोड पर था। उसने अपने फादर इन लॉ को फोन लगाया। बुड्ढे ने फोन उठाया, वूचैंग कोई इमरजेंसी है क्या? वूचैंग बोला, अंकल मैंने अभी आपके पर्सनल ईमेल पर एक डॉक्यूमेंट भेजा है, प्लीज उसे देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स देखते बुड्ढे का चेहरा बदल गया। वूचैंग तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? ये सब फोटोज और वीडियोस भी। शॉक में उसके हाथ से फोन तक गिर गया। फोन उठाते हुए उसने मनी मन सोचा, ये सब इतनी आसानी से कैसे मिल गया? कहीं वूचैंग ने डिंगलोंग को खत्म तो नहीं कर दिया? उसने तुरंत पूछा, वूचैंग तुमने उसके साथ क्या किया? हमने पहले ही डिसाइड किया था कि वो डोंगाई में नहीं मरेगा। वूचैंग हंस पड़ा, अंकल आप क्या सोच रहे हैं, वो बिल्कुल जिंदा है, बस थोड़ा सा कमजोर है। बुड्ढे ने गहरी सांस ली, ठीक है, बस याद रखना वो डोंगाई में नहीं मरना चाहिए, बाकी तुम जो करना चाहो कर सकते हो। वूचैंग ने तसल्ली दी, चिंता मत कीजिए अंकल, मैंने सब अरेंज कर रखा है, और हाँ ली राउटर को इस बारे में मत बताना। बुड्ढे ने जवाब दिया, ठीक है मैं फोन रखता हूँ, अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कॉल खत्म होने के बाद वूचैंग की आंखें गहरी सोच में डूब गए। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए सोचा, अब अगला शो देखते हैं, ब्रदर ले और डिंगलोंग के बीच जो होने वाला है वही असली तमाशा होगा। कुछ देर बाद वूचैंग अपने ब्रदर ली के विला एरिया के सर्वेलेंस रूम में था। कई अंडरलिंग्स पहले से ही वहाँ खड़े थे और झुककर उसका स्वागत करने लगे। मिस्टर वो इधर आइए सर, ये हमारे बॉस और डिंग फैमिली के यंग मास्टर की कॉन्वर्सेशन का लाइव फीड है। टेबल पर पहले से ही कई लैपटॉप्स खुले हुए थे जिनमें अलग अलग एंगल से लाइव फुटेज दिख रहा था। दूसरी तरफ डिंगलोंग बोला, क्या बॉस ले सच में ईस्ट सी में चुपचाप जिंदगी जीने को रेडी है? ब्रदर ली ने जवाब दिया, रेडी होने और मजबूरी में मान लेने में फर्क होता है। ब्रदर डिंग तुम फैमिली मैटर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बहुत सी चीजें जो मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता। डिंगलोंग मुस्कुरा कर बोला, मिस्टर ले से तुम इतना क्यों डरते हो? मुझे पता तुम्हारे बूढ़े बाप का झुकाव तुम्हारे बड़े भाई की तरफ है, लेकिन सब कुछ इंसान की मेहनत पर डिपेंड करता है। ब्रदर ली ने जोर से कहा, मिस्टर डिंग आपको भी पता होना चाहिए कि ले फैमिली की सारी पावर्स मेरे बड़े भाई के हाथ में है। मेरे पास अपनी किस्मत एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
डिंगलोंग हल्की सी हंसी हंसा। ब्रदर ले, अगर तुमने सच में अपनी किस्मत मान ली होती तो आज मुझसे मिलने नहीं आते। लगता है अभी भी हमारे बीच ट्रस्ट की कमी है। सर्विलांस रूम में बैठा वूचान मुस्कुरा दिया और मन ही मन सोचा, जल्दी आने से बेहतर होता है कि सही वक्त पर आना। टॉपिक बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब चाय सर्व करना ही सीक्रेट सिग्नल होगा ताकि ब्रदर ले चारा निगल सके। वूचान बैठते ही तुरंत अंडरलिंग से बोला, जल्दी ब्रदर ले के लिए ड्रिंक सर्व करो। अंडरलिंग ने कहा, मिस्टर वो बाहर एक खूबसूरत और अच्छी पर्सनैलिटी वाली लड़की उन दोनों के लिए ड्रिंक्स लेकर आई है। लड़की अंदर आई और बोली, बॉस ये वो ड्रिंक्स है जो आपने पहले ऑर्डर की थी। ब्रदर ले ने सिग्नल देखते ही समझ लिया कि उसका भाई वूचान पहुंच चुका है। फिर ब्रदर ले बोला, ब्रदर डिंग पहले चाय लीजिए, मुझे भी एक बात सीधी तरह कहनी है। पहले मैंने मिसली के साथ टाओ मैनिंग के एंडोर्समेंट को लेकर बात की थी। जब तक बहुत जरूरी ना हो मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। डिंगलोंग ने पूछा, ब्रदर ले के हिसाब से एक एंडोर्समेंट की वैल्यू क्या होती है? अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़े तो तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? ब्रदर ले ने शांत आवाज में कहा, मेरी नजर में यंग मास्टर डिंग और मिसली किसी से कम नहीं है। इस वक्त मेरा मिसली के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। अगर मैं उसे नाराज कर दूं और कुछ गड़बड़ हो गई तो ली फैमिली का बदला लेना लगभग पक्का है। डिंगलोंग को यह बात काफी इंटरेस्टिंग लगी। ब्रदर ले आगे बोलो, सीधा और क्लियर। ब्रदर ले ने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। यंग मास्टर डिंग, बात रिस्पेक्ट की नहीं है, लेकिन मैं घर भी वापस नहीं जा सकता। अगर मैंने लिरुबिंग और उसके ग्रुप को नाराज कर दिया तो शायद डोंगाई में मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर बताओ मैं कैसे जिंदा रहूंगा? डिंगलोंग हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से अपना चाय का कप उठाकर एक घूंट पिया। लेकिन अगर मैं मिस्टर लियू को जेल भेज दूं या किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाए तो उसकी कीमत का फैसला बॉस ले के हाथ में होगा। जब वो पूरी तरह गायब हो जाएगा तब ले फैमिली का इकलौता वारिस सिर्फ तुम होगे। तुम डोंगाई वापस जाकर फैमिली बिजनेस संभाल सकते हो और छोटी मोटी परेशानियों की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। क्या कहते हो? ब्रदर ले तुरंत शॉक होने का नाटक करते हुए बोला, मिस्टर डिंग क्या आप सीरियस हैं? डिंगलोंग ने घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, ब्रदर ले पहले तुम्हारे पास कोई भरोसेमंद दोस्त नहीं था, लेकिन अब है। कुछ ही सालों में जो तुम सोचने की हिम्मत करते हो और जो करने की हिम्मत रखते हो सब हकीकत बन जाएगा। ब्रदर ले उदास चेहरे के साथ बोला, आप कहना चाहते कि टाओ मैनिंग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे और आप मेरी मदद करें मेरे ही भाई को मारने में? मिस्टर डिंग ये वादा बहुत भारी है, मैं आप पर भरोसा कैसे करूं? डिंगलोंग ने बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी छाती थपथपाई। मुझ पर एक ही पल में ट्रस्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि तुमने अभी तक मेरी असली कैपेबिलिटी देखी ही नहीं। जो भी रास्ते में रुकावट बने उसे हटा दो, रास्ता खुद खुल जाएगा। जब तक मिस्टर लियू मर जाता है बाकी सब कुछ आसान है। सर्विलांस रूम में बैठा वूचान मुस्कुरा दिया। सब कुछ बिल्कुल उसी के प्लान के हिसाब से चल रहा था जो उसने पहले से स्टेप बाय स्टेप बना रखा था। बस इतना ही चाहिए था। डिंगलोंग कॉपरेशन के लिए शुक्रिया। ब्रदर ले खुशी से भर गया और जोर से हंस पड़ा। मैंने सुना था कि मिस्टर डिंग बहुत ही हिम्मती आदमी और कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं। आज देखकर यकीन हो गया आप वाकई बहुत कैपेबल है। आइए चाय पीते हैं। दोनों चाय पीते हुए लगभग आधा घंटा और बातें करते रहे। आखिर में ब्रदर ले ने बड़े अदब से कहा, ब्रदर डिंग जितनी देर में आपसे बात करता हूँ उतनी ज्यादा दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। लगता है हम दोनों की मुलाकात बहुत देर से हुई। डिंगलोंग ने पूछा, ब्रदर ले तो क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है? ब्रदर ले मुस्कुराया और बोला, ठीक है फैसला हो गया, लेकिन टाओ मैनिंग की एंडोर्समेंट अभी कैंसिल नहीं होगी। ये सुनते ही डिंगलोंग के अंदर गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया और पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा प्लान ये है कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से होने दो। 1 या 2 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे और लिरुबिंग की ताइवान फैशन कंपनी के खिलाफ लॉसूट फाइल करेंगे। उसी वक्त ब्रदर डिंग मीडिया को अरेंज करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने का ब्लेम प्रोडक्ट क्वालिटी पर डाल दिया जाए। वो कहेंगे कि प्रोडक्ट यूज करने की वजह से टाओ मैनिंग के चेहरे पर प्रॉब्लम हो गया और इसे पब्लिक में बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा। केस कम से कम 1.5 साल तक चलेगा और उस दौरान सच बाहर आने का कोई चांस नहीं होगा। बताइए ब्रदर डिंग आपको क्या लगता है? ये प्लान सुनते ही डिंगलोंग का मूड तुरंत बदल गया। उसने जोर से ताली बजाई और हंस पड़ा। ब्रदर ले तुम कितने डेंजरस हो, लेकिन मुझे ये पसंद आए। डील पक्की है। आज वाइन की जगह चाय ही पी के डील सेलिब्रेट करते हैं। ब्रदर ले ने भी अपना चाय का कप उठाया। दोनों ने कप्स टकराया और डील फाइनल कर दी। कुछ देर बाद ब्रदर ली वापस वूचान के पास आया। ब्रदर डिंगलोंग चला गया। उस रात तुमने जो मुझे बताया था मैंने सब कुछ उसे कह दिया। उसके चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिख रही थी। ब्रदर ले मेहनत के लिए शुक्रिया। अगला स्टेप यह है कि किसी मौके पर ये वीडियो ल्यू तक पहुंचा दिया जाए। इससे पहले वूचान ने वूरैंग को मैसेज भेज दिया था कि वो इस जगह आ जाए क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वूरैंग ने रिप्लाई किया, 2 घंटे हो गए, मुझे तो अपने छोटे हबी की याद आने लगी। तुम कितने प्यारे हो। ठीक है मैं आ रही हूँ। वूचान ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा और बोला, यहाँ का काम खत्म हो गया, चलो ब्रदर ले मैं तुम्हारी एक दोस्त से मुलाकात करवाता हूँ। सीन मीटिंग प्लेस पर शिफ्ट हुआ। जैसे ही वूरैंग ने अपने प्यारे हस्बैंड को देखा उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुम आ गए? वूचान ने दोनों का इंट्रोडक्शन करवाया। सिस्टर वूरैंग मैं तुम्हें 2 दोस्तों से मिलवाता हूँ। ये ले फैमिली के सेकंड मास्टर है और ये मिस टाओ मैनिंग है और ये है मिस यूरैंग। ब्रदर ले मुस्कुराया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा भाई मिस वू से भी मिला हुआ होगा। आपसे मिलकर खुशी हुई। वूरैंग ने हैरानी से पूछा, इसमें इतनी सरप्राइज वाली बात क्या है? ले तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो?
ब्रदरले ने जवाब दिया, बस थोड़ा कोइंसिडेंस लगा, मैंने कभी नहीं सुना था कि ब्रदर वो और मिस वो दोस्त है। वूरैंग ने सीधे अंदाज में कहा, हम दोस्त नहीं हैं। ब्रदरले कंफ्यूज होगा, ये चालाक औरत आखिर सोच क्या रही है? कहीं इसका और मेरे भाई वूचैन का कोई चक्कर तो नहीं जिसमें मुझे बीच में लाना चाहती हो? लेकिन मेरी तो वूरैंग से इतनी क्लोज दोस्ती भी नहीं है, फिर भी दोनों एक दूसरे से काफी फेमिलियर लग रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है? तभी वूरैंग खुद ही आगे बढ़ी और प्यार से वूचैन की बाजू में सिमट गई। वो मीठी आवाज में बोली, वूचैन मेरा आदमी है, वो आदमी जो मुझे कभी भी दीवाना बना सकता है। ये सुनते ही ब्रदरले का चेहरा सफेद पड़ गया। लगता है वूरैंग और वूचैन काफी क्लोज हैं। क्या घर पर जो शेरनी ली रूबिंग है उसे इस बात का पता भी है? भाई लगता है तुम्हारा लव लाइफ बिल्कुल सिंपल नहीं है। वूचैन ने भी प्यार भरी आवाज में कहा, वूरैंग इतनी सीधी बात कहना जरूरी था क्या? वूरैंग शरारती मुस्कान के साथ बोले, बिल्कुल, अगर मुमकिन होता तो मैं पूरी दुनिया को बता देती। ब्रदरले ये प्यार भरा सीन देखकर बस जबरदस्ती मुस्कुराया। हम सब एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली। फिर वूचैन ने बात बिजनेस पर लाते हुए कहा, ब्रदरले आज सिस्टर वूरैंग को बुलाने की वजह एक बिजनेस डील है, पता नहीं तुम इंटरेस्टेड होगे या नहीं। वूरैंग ने एक फाइल निकाल कर ब्रदरले के सामने रख दी। ब्रदरले इसमें डिंगलोंग के बिजनेस एक्सपेंशन की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। ब्रदरले ने फाइल देकर हैरानी से पूछा, तुम लोग डिंगलोंग का बिजनेस और पैसा छीनना चाहते हो? कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देते हैं। वूचैन ने शांत आवाज में कहा, ब्रदरले इतनी जल्दी हाँ मत बोलो, ये बहुत बड़ा मामला है। 3 महीने से 1 साल के अंदर मैं उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ब्रदरले का दिल जोर से धड़क उठा, तुम उसके पूरे परिवार को मिटा देना चाहते हो? वूचैन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, पहले इस पाई को बांट लेते हैं, जितनी जल्दी तैयारी करेंगे उतना ही ज्यादा हिस्सा मिलेगा। जैसे ली रूबिंग पहले ही हमारे साथ एग्रीमेंट कर चुकी है, मेरा आइडिया है ब्रदरले और वूरैंग भी मिलकर काम करे। डिटेल्स की मुझे परवाह नहीं, ब्रदरले तुम खुद सिस्टर वूरैंग से बात कर लेना, कॉपरेट करना है या नहीं वो तुम दोनों डिसाइड करो। ये सुनते ही ब्रदरले एक्साइटमेंट में टेबल पर हाथ मारकर बोला, भाई तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं ये जरूर करूंगा। सर्दी के मौसम में सबने मिलकर हॉटपॉट ऑर्डर किया। वूचैन बोला, कल गुइबो डोंगाई आ रहा है, तुम दोनों भी आ जाना, तुम तीनों मिलकर डिटेल्स डिस्कस कर लेना। वूरैंग प्यार भरी नजरों से अपने हस्बैंड को देखने लगी। जब मास्टर लेवी डिंग फैमिली के शिकार में ऑफिशियली शामिल हो जाएगा तब जो फाइनल प्रॉफिट मिलेगा शायद वो पूरी वू फैमिली की टोटल डॉलर से भी ज्यादा होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपने छोटे हबी का यह एहसान कैसे चुकाऊंगी। उसका हाथ धीरे धीरे उसके रॉड की तरफ बढ़ा। ब्रदरले जोर से हंस पड़ा और अपना ग्लास उठाया। सबसे पहले एक ड्रिंक हो जाए हमारी जल्दी जीत के नाम। चारों ने एक साथ अपने ग्लासेस उठाए, लेकिन उसी वक्त वूचैन का फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव करके पूछा, क्या हुआ? फोन की दूसरी तरफ उसका ब्रदर इन लॉ ली राउटाई था। ब्रदर जल्दी आओ, टैंग शिंग के साथ बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है। वूचैन ने जल्दी से अपना बारले स्मूदी खत्म किया, उठकर जाने लगा और बोला, मुझे माफ करना, तुम लोग बातें कंटिन्यू करो, मुझे पहले एक जरूरी काम देखना है। सबने प्यार से उसे अलविदा कहा। ब्रदरले बोला, भाई कोई बात नहीं, अगर तुम बिजी हो तो जाओ, मैं और सिस्टर वूरैंग आराम से बैठकर ड्रिंक करते हैं। कुछ देर बाद वूचैन की मुलाकात ली राउटाई से हुई। उसके ब्रदर इन लॉ ने घबराहट में उसका हाथ पकड़ लिया। ब्रदर, अभी पापा का फोन आया था, उन्होंने बताया कि कल मेरे थर्ड अंकल डोंगाई आ रहे हैं, वो टैंगशिंग बाओ के मैटर को हैंडल करने में तुम्हारी मदद करेंगे। वूचैन बैठ गया और पूछा, थर्ड अंकल? वही जो फैमिली की सेकंड जनरेशन के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। ली राउटा हैरान होकर बोला, ब्रदर इन लॉ आप भी थर्ड अंकल को जानते हो? वूचैन अपनी चीन पर हाथ रखकर सोचने लगा। अंकल ली और टैंग शिंगबाओ का मैटर मेरे लिए सिर्फ एक बहाना है। थर्ड अंकल हमेशा अंकल ली की बात मानते हैं, वो टैंग शिंगबाओ की वजह से डोंगाई नहीं आ रहे हैं। अगर मेरा अंदाजा सही है तो उनका असली मकसद डिंगलोंग की प्रोटेक्शन करना है। ली राउटाई ने परेशान होकर पूछा, मतलब कल हम डिंगलोंग को मार नहीं सकते? वूचैन मुस्कुराए, थर्ड अंकल यहाँ तुम पर नजर रखने के लिए आ रहे हैं, वरना अगर तुम छोटे साले डिंगलोंग को नुकसान पहुंचा दो तो मैं अंकल ली को क्या जवाब दूंगा? ली राउटा हैरानी से बोला, तो आपको पहले से पता था कि डिंगलोंग भी कल आएगा? ब्रदर इन लॉ, फिर आपने कोई अरेंजमेंट किया है? अगर मार नहीं सकते तो कम से कम उसे सबक तो सिखा सकते हैं। वूचैन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अरेंजमेंट तो मैंने पहले ही कर लिया, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वूचैन के जवाब देने से पहले ही ली राउटा खुद ही बोला, मैं कभी भी रेडी हूँ, बस आपका ऑर्डर मिलना चाहिए। फिर वूचैन उसके पास झुक गया और उसके कान में धीरे से अपना प्लान का कुछ हिस्सा बताया। सब सुनने के बाद ली राउटा खुशी से उछल पड़ा, वाह मेरे ब्रदर इन लॉ तो कमाल के हैं। इसी वक्त वूचैन का फोन बज उठा। दूसरी तरफ से आवाज आई, बिग ब्रदर मैं टैंगशिंग बोल रहा हूँ, मेरे सेकंड अंकल कल डोंगाई आ रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वूचैन ने सीधा जवाब दिया, ठीक है समझ गया। कॉल कट करने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराया, लगता है कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके पास बेटा ली राउटा उत्सुक होकर पूछा, क्या बात है ब्रदर? अगली सुबह वूचैन के मेंशन में मेहमान आ चुके थे। वूचैन ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस टैंग आपसे मिलकर खुशी हुई, तो टैंग फैमिली के सेकंड मास्टर टोंगशिंग हैं। बुजुर्ग आदमी जोर से हंस पड़ा, हमारी टैंग फैमिली की तरफ से मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर उनका चेहरा सीरियस हो गया। मैंने अपने भतीजे से सुना है कि उस रात अगर तुम उसकी मदद ना करते तो शायद वो जिंदा ना बचता।
वूचान ने शांति से कहा, बॉस टैंग आप इतनी फॉर्मल बातें क्यों कर रहे हैं? बात को घुमाए बिना बुजुर्ग सीधा मुद्दे पर आ गया। मेरे भतीजे टैंग शिंगबा की जान बचाने वाले तुम हो। आज से हमारी दोनों फैमिली एक ही फैमिली होंगी। ये कहकर उन्होंने एक ब्लैक कार्ड वूचान की तरफ सरकाया। इस कार्ड में 50 मिलियन है, इसे टैंग फैमिली की तरफ से एक छोटा सा शुक्रिया समझकर एक्सेप्ट कर लो। वूचान ने बिना हिचकिचाहट के कार्ड उठाया और बोला, आपकी सिंसियरिटी के लिए धन्यवाद, मैं बिना फॉर्मेलिटीज के इसे एक्सेप्ट करता हूँ। ये देखकर बुजुर्ग आदमी अंदर ही अंदर सोचने लगा, टैंग शिंगबाओ को हमारी टैंग फैमिली की वजह से मारा गया था। ली राउटाई को भी टैंग फैमिली की इज्जत की वजह से घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन ली फैमिली ये सब नहीं चाहती थी, इसलिए वूचान बीच में मीडिएटर बनकर आया। ऐसे एक्सेप्ट करने का मतलब तो एसआर का बदला पूरा हो गया, फिर मीडिएशन का मतलब ही क्या रह गया। लेकिन इसने बिना सोचे पैसे ले लिया, इसका मतलब जरूर कोई और प्लान है, मुझे इसे और ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। बुजुर्ग आदमी फिर से हंस पड़ा, लिटिल ब्रदर तुम वाकई बड़े खुले दिल के इंसान हो, बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते, मुझे तुम जैसे लोगों के साथ डील करना पसंद है। वूचान ने तुरंत कहा, ब्रदर टैंग आप सुबह सुबह इतनी दूर से डोंगाया है, लगता है अभी तक आप कुछ खाया भी नहीं होगा। वो तुरंत खड़ा हुआ, ब्लैक कार्ड शावड़े के हाथ में दिया और बोला, लंच की तैयारी करो, हमें बाद में बाहर भी जाना है। फिर उसने धीरे से कार्ड उसके हाथ में रखते हुए कहा, इस कार्ड से कुछ कपड़े और जरूरी चीजें खरीद लेना, जो पैसे बच जाए उन्हें शंघाई वापस जाकर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लेना। ये देखकर बुजुर्ग आदमी की आंखें फट गई, क्या 50 मिलियन, और इसने बिना पलक झपकाए इस लड़की को हाथ में दे दी है। शावड़े घबरा गए, ब्रदर वो मैं ये नहीं ले सकती। वूचान मुस्कुराए, कोई बात नहीं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के काम आएगा, रख लो। वूचान ने शावड़े के पिछवाड़े पर हाथ रखा, फिर मुड़कर बोला, आप दोनों जेंटलमैन थोड़ा आराम कीजिए, मैं किचन में जाकर उसकी मदद करता हूँ। कौन जाने वो सच में किचन में हेल्प करने जा रहा था या कुछ और। बुजुर्ग आदमी ने दोनों को कुछ देर तक चुपचाप देखा और फिर बोला, ठीक है। फिर शाओबाओ की तरफ मुड़कर पूछा, क्या ये दोनों लवर्स हैं? शाओबाओ ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, उस लेडी का नाम शावड़े है, मिस ले को भी उनके रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो शावड़े को भी मिस ली को सिस्टर बुलाते हुए सुना है, और मिस ले भी उसे सिस्टर ही बुलाती है। ये सुनते ही बुजुर्ग आदमी की आंखों में सच्ची तारीफ दिखने लगी। कमाल, ये वूचान तो मेरी सोच से भी ज्यादा डिसाइसिव और सीधा इंसान है। अब मुझे और भी क्यूरियोसिटी हो रही कि ये ली राउटाई वाले मैटर को कैसे सॉल्व करेगा। खाना खाने के बाद सब डोंगाई क्रू एंटरटेनमेंट क्लब पहुंच गए। दरवाजा खुला और वूचान और ओल्ड टैंग के साथ अंदर आया। ली रुबिंग खुशी से बोली, डार्लिंग। ली राउटाई ने आवाज लगाई, ब्रदर इन लॉ। गुइरुबो भी मुस्कुराते हुए बोला, ब्रदर वो आप आ गए। उनके पास ली राउटाई और ली रुबिंग के थर्ड अंकल संशु खड़े थे। संशु ने डायरेक्टर टैंग से हाथ मिलाया, आपसे मिलकर खुशी हुई। ओल्ड टैंग मुस्कुराया, ब्रदर सन काफी टाइम से आपका नाम सुन रहा था। संशु ने विनम्रता से कहा, बॉस टैंग मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, बस यंगर जनरेशन के बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन आप खुद डोंगाई क्यों आए? बॉस टैंग ने सीधा जवाब दिया, मेरा भतीजा लगभग पीट पीट कर मर ही गया था, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। संशु ने कहा, ली राउटे की वजह से आपको तकलीफ हुई, वैसे ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, सिर्फ दोनों तरफ की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इस बार टैंग शिंगबा इंजर्ड हुआ है, हमारी सन और ली फैमिली इस मैटर को ठीक से हैंडल करेगी और ली राउटाई को भी एप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिलेगा। तभी वूचान बीच में बोल पड़ा, एक मिनट थर्ड अंकल, पहले हम दोनों बात कर लेते हैं। संशु ने थोड़ा झिझक के साथ ओल्ड टैंग की तरफ देखा। ओल्ड टैंग मुस्कुराए, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ, आखिर सब फैमिली ही तो है, आप लोग पहले बात अपनी कर लीजिए। दोनों अलग जगह जाकर बात करने लगे। संशु बोला, मैं वैसे भी ओल्ड टैंग से बात खत्म होने के बाद तुमसे मिलने वाला था, लेकिन तुमने पहले ही बात छेड़ दी। मुझे लगता है टैंग शिंगबा को कुछ शक हो गया होगा, वो हर चीज बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वूचान मुस्कुराया, मैंने जानबूझकर उसे वही दिखाया जो मैं चाहता था, ताकि वो ज्यादा सोचे, आप बस उस बात को थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए। संशु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ, वैसे थोड़ी देर बाद बाहर जाकर तुम किसी को पीटने का ड्रामा करने वाले हो? वूचान ने सिर हिला दिया, नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरता कि टैंग शिंगबा ज्यादा सोचे, मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं वो सोचे ही ना। संशु ने बाहें चढ़ाई, टैंग शिंगबा बहुत ही चालाक लोमड़ी है, वैसे भी डिंग लॉन्ग भी थोड़ी देर में आ जाएगा, उसे ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि ली फैमिली और डिंग फैमिली पूरी तरह अलग कैंप्स में है, वरना खबर लीक हो जाएगी और ली फैमिली को नुकसान होगा। वूचान के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई, इसलिए हम टैंग फैमिली को भी इसी कश्ती में बिठाएंगे, उन्हें ली फैमिली के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और डिंग फैमिली को टैंग फैमिली का भी दुश्मन बना देंगे। जब इतना बड़ा बेनिफिट सामने होगा तो टैंग फैमिली खुद कभी ये बात बाहर नहीं जाने देगी। संशु ने सिर हिलाकर कहा, टैंग और ली फैमिली का आपस में बहुत कम कांटेक्ट रहा है, उनका आपस में ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रस्ट के बिना कोऑपरेशन कैसे होगा, ये लगभग इम्पॉसिबल है। वूचान ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दूंगा। संशु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वूचान ने धीरे से समझाया, प्लान के हिसाब से सन और ली फैमिली पहले ही एक साइड पर आ चुकी है, अब सिर्फ टैंग फैमिली को भी साथ लाना बाकी है, उसके बाद डिंग फैमिली सबका कॉमन एनिमी बन जाएगी, सबको इस बड़े पाई का अपना अपना हिस्सा मिलेगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट।
संशु ने सिर हिला दिया। ठीक है समझ गया वूचैन, लेकिन एक बात याद रखना, कहीं तुमसे प्लान खराब ना हो जाए, वरना इतनी मेहनत से बनाया हुआ पूरा प्लान हवा हो जाएगा। वूचैन ने बिना झिझक के जवाब दिया, ऐसा नहीं होगा, मैं प्लान कभी खराब नहीं होने दूंगा, चलिए बाहर चलते हैं। कुछ देर बाद वूचैन और संशु वापस बाहर आ गए। संशु मुस्कुराया, मास्टर टैंग इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। ओल्ड टैंग भी मुस्कुराया, मास्टर सन आप तो आज काफी खुश नजर आ रहे हैं, लगता है कोई अच्छी बात हुई है। ये देखते ही ली रूबिंग घबराकर तुरंत वूचैन के पास आ गए। हनी तुम और अंकल किस बारे में बात कर रहे थे? वूचैन ने उसे प्यार से गले लगा लिया और मुस्कुरा कर बोला, मेरी प्यारी ली जरा गैस तो करो। ली रूबिंग ने मुंह फुला लिया, नहीं मुझे गैस नहीं करना, बताओ ना इतनी इंटरेस्टिंग बात क्या थी। वूचैन ने देखा कि वो उसकी बात में आ गई है तो उसने उसे और छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ अब ली रूबिंग वाली स्ट्रॉन्ग इमेज मेंटेन नहीं करनी? यहाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं। पीछे बैठा ओल्ड टैंग ये सब देखकर मन ही मन सोचने लगा। ली रूबिंग ली फैमिली की सबसे बड़ी पोती, जिसके बारे में सुना था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और किसी के सामने ना झुकने वाली लड़की है। उसकी एंगेजमेंट डिंगलोंग से, फिर भी वूचैन के आसपास इतनी लड़कियां होने के बाद भी वो उसके साथ इतनी प्यार से पेश आ रही है। वूचैन के सामने तो वो बिल्कुल एक छोटी सी प्यारी लड़की बन जाती है। वूचैन ने एक हाथ से ली रूबिंग को अपनी तरफ संभालते हुए आवाज लगाई, बॉस गु चलो अंदर चल के बात करते हैं। गुई रूबो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कहीं ब्रदर वो मुझे लड़की पटाने के सीक्रेट टिप्स तो नहीं देने वाले। वो चुपचाप उसके पीछे चल दिया। ओल्ड टैंग ने ये देखकर फिर सोचा, शंघाई के गु फैमिली की थर्ड जनरेशन भी वूचैन का सपोर्ट कर रहा है, ये लड़का वाकई काफी कैपेबल है। कॉरिडोर में पहुंचकर गुई रूबो बोला, ब्रदर वू अगर जरूरत पड़े तो आप टैंगशिंबाओ वाला मामला बेझिझक उठा सकते हैं, मैं और ली राउटा भाई है, अजनबी नहीं। वूचैन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, तुम पहले ही मेरी बहुत हेल्प कर चुके हो। गुई रूबो हैरान हो गया, हाँ मैंने क्या हेल्प की ब्रदर, वो आपका मतलब क्या है? वूचैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, ये फीलिंग समझाना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा मेरे ऊपर भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी हेल्प है। बाहर बैठा ओल्ड टैंग गहरी सोच में डूब गया। सिर्फ गुई रूबो ही नहीं, संशु, ली रूबिंग और बाकी सब लोग, सबका एटीट्यूड वूचैन के लिए एक जैसा है। सब उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत उनके हवाले करने को रेडी है। ये बात मेरी अपनी जजमेंट को भी कंफ्यूज कर रही है, ऐसा कंक्लूजन निकल रहा है जिस पर मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। तभी ली राउटा भागते हुए अंदर आया, ब्रदर इन लॉ डिंगलोंग आ गया, वो नीचे वेट कर रहा है। गुई रूबो तुरंत एक्साइटेड हो गया, ब्रदर वो क्या मैं अभी नीचे जाकर उस छोटे से नालायक को सबक सिखा सकता हूँ? वूचैन हंस पड़ा, वो बिल्कुल सही वक्त पर आया है, आज थोड़ा मजा लेते हैं। बॉस को तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले ली राउटा प्लान के हिसाब से एक्ट करेगा। नीचे डिंगलोंग अपने कई अंडरलिंग्स के साथ घमंड से खड़ा था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने सबको गेट पर ही रोक दिया। बॉडी सर्च होगा और कोई भी वेपन्स अंदर अलाउड नहीं है। डिंगलोंग गुस्से से चिल्लाया, मुझे रोकने की हिम्मत कैसी हुई, पता भी है मेरा बाप कौन है? सिक्योरिटी गार्ड ने शांति से जवाब दिया, ये हमारे बॉस का ऑर्डर है, कृपया कोऑपरेट कीजिए। आखिर डिंगलोंग को अपने सारे वेपन्स बाहर ही जमा करने पड़े। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर ले जाते हुए बोला, इधर आइए मिस्टर डिंग। डिंगलोंग ने नाक से हवा छोड़ी और पीछे मुड़कर अपने अंडरलिंग से कहा, सब बाहर ही वेट करना। सब एक साथ झुक गए, जी बॉस। फिर चिड़चिड़ा डिंगलोंग अंदर घुसा। उसका प्लान था कि ली रूबिंग को सरप्राइज करे, लेकिन अंदर आते उसकी नजर वहाँ बैठे सब बड़े बड़े फैमिली हेड्स पर पड़ी और इसी पल पहली बार वूचैन और डिंगलोंग आमने सामने आए। अब तो मजा और भी बढ़ने वाला था। संशु खड़े होकर बोला, डिंगलोंग इधर आओ। डिंगलोंग आगे बढ़ा और बड़े बुजुर्गों को नमस्ते की। नमस्ते अंकल सन, नमस्ते अंकल टैंग, आप सब भी यहाँ हैं, आप टोंगाई कब आए? ओल्ड टैंग मुस्कुराया, मैं और तुम्हारे अंकल डिंग आज ही आए हैं, यही मिल गए, सच में किस्मत की बात है। संशु ने हाथ बढ़ाया, डिंगलोंग तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही होगे। गुई रूबो और डिंगलोंग ने हाथ मिलाया, लेकिन दोनों की आंखों में सिर्फ दुश्मनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे को जिंदा निगल जाएंगे। शंघाई की गु और डिंग फैमिली की दुश्मनी काफी पुरानी थी। डिंगलोंग हंसकर बोला, सिर्फ जानते नहीं, लेकिन बॉस गुई को डोंगाई तक आने की क्या जरूरत पड़ गई? गुई रूबो ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, मुझे भी यही पूछना था, तुम डोंगाई में क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ वूचैन और ली रूबिंग हाथ पकड़कर बिल्कुल प्यार में डूबे हुए बैठे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे जानबूझकर डिंगलोंग को जलन दिला रहे हो। ली रूबिंग ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, ये वॉच कब ली तुमने? वूचैन बोला, मैंने नहीं खरीदी। ली रूबिंग ने पूछा, तो जो वॉच मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी वो कहाँ है? वूचैन ने बेचारे जैसा चेहरा बनाया, वो वाली वॉच आज के कपड़ों के साथ मैच नहीं कर रही थी। ली रूबिंग हंस पड़ी, ठीक है तुम मेरी कार में भी नहीं बैठना चाहते, कोई बात नहीं, डिनर के बाद सिटी सेंटर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक नई कार खरीद दूंगी, ठीक है? वूचैन बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे ली रूबिंग उसका पूरा ख्याल रख रही हो। उसने स्टाइल से जवाब दिया, देखेंगे डिनर के बाद मेरा मूड कैसे होता है। डिंगलोंग का चेहरा कड़वा हो गया, मेरा मुकाबला इस आदमी से हो रहा है जो औरतों के पैसों पर जीता है। संशु ने जोर से आवाज लगाई, ली रूबिंग डिंगलोंग आ गया है, तुम उठकर उसे ग्रीट क्यों नहीं कर रही? डिंगलोंग ने बड़े जेंटलमैन की तरह पोज बनाया, हाथ आगे बढ़ा और बोला, ली रूबिंग काफी टाइम हो गया। लेकिन ली रूबिंग तो अब भी एक प्यारे सी बिल्ली की तरह वूचैन के हाथों से खेलने में बिजी थी। उसने डिंगलोंग के हाथ की तरफ देखा तक नहीं।
डिंगलोंग का हाथ हवा में ही रह गया। माहौल एकदम से ऑकवर्ड हो गया। वूचन ने बिल्कुल मासूम और बेचारे जैसा चेहरा बनाकर पूछा, तुम डोंगाई क्यों आए हो? यहाँ आकर तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा? ओल्ड सन और ओल्ड टैंक दोनों अंदर ही अंदर हैरान रह गए। वूचन सच में हमारे सामने ही डिंगलोंग को छेड़ रहा है। वूचन ने संतुष्ट चेहरे के साथ फिर से उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे सच में तुम समझ नहीं आते। तुम्हें डोंगाई आकर मुझे और ली रुबिंग को इतना प्यार करते देखकर बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लग रहा? ली रुबिंग ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? वूचन हंस पड़ा, अरे वो इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आया है और तुम उससे एक ढंग की बात भी नहीं कर रही। कितनी बदतमीजी है। ओल्ड सन गुस्से में खड़े हो गए। उन्होंने जोर से टेबल पर हाथ मारा। वूचन बस बहुत हो गया, हद से आगे मत बढ़ाओ। ली रुबिंग ने देखा कि उसके हस्बैंड को डांटा जा रहा है। वो तुरंत बोल पड़ी, थर्ड अंकल, क्या आपको वूचन से कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो हम दोनों अभी इसी वक्त चले जाते हैं। ओल्ड सन का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उंगली दिखाते हुए बोले, क्या तू मुझे गुस्से से मार ही देगी? ले राउटर ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है। वो तुरंत बीच में पड़ गया। थर्ड अंकल प्लीज शांत हो जाइए, यहाँ गेस्ट भी बैठे हैं। ली रुबिंग ने नाराज चेहरे के साथ कहा, थर्ड अंकल मैंने यहाँ आने से पहले ही क्या कहा था? अगर आप नहीं चाहते कि हम रुके तो हम तुरंत चले जाएंगे। हर बार वूचन को घूरना और उस पर गुस्सा करना बंद कीजिए। ओल्ड सन ने डांटते हुए कहा, ली रुबिंग मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम अपने बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करती हो? ली रुबिंग ने बिना डरे जवाब दिया, बेकार की बातें मत कीजिए। ओल्ड टैंग एक तरफ बैठा सब कुछ ध्यान से देख रहा था। आखिर वूचन करना क्या चाहता है? तब डिंगलोंग मुस्कुराते हुए बीच में बोला, आपस में मत झगड़िए, हम सब एक ही फैमिली है, शांति खराब मत कीजिए। ओल्ड सन ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है डिंगलोंग कितना समझदार है, सब बैठ जाओ। ली रुबिंग फिर वूचन की तरफ मुड़कर बोली, तुम उसकी तरफ बार बार ध्यान क्यों दे रहे हो? वूचन मुस्कुराया, उसे खुश देखकर अच्छा लग रहा है। गुइरोबो भी मुस्कुरा कर बोला, मिस्टर वू वाकई बहुत टैलेंटेड लगते हैं। कोई हैरानी नहीं कि मिस ली उन्हें इतना पसंद करती है। ली राउटर तुरंत बोला, ब्रदर गु, मेरा ब्रदर इन लॉ अभी यंग है लेकिन उनकी कैपेबिलिटी किसी से कम नहीं। इसी वक्त ओल्ड टैंक को अचानक सब कुछ समझ आने लगा। अब मुझे पूरा एटमॉस्फेयर समझ आ रहा है। जब से डिंगलोंग अंदर आया है यहाँ सब आदमी एक्टिंग कर रहे हैं और सब एक ही आदमी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। वूचन सब मिलकर डिंगलोंग को धोखा दे रहे हैं। उसके दिल ने धीरे से जवाब दिया, डिंगलोंग बस एक शिकार है और शिकार करने वाला वूचन है। वूचन आराम से कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मिस्टर टैंग अब ली राउटाई के मैटर पर बात करते हैं। सिग्नल समझते ओल्ड सन ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, इस बात की इतनी भी जल्दी नहीं है बॉस टैंग, क्या आपको आज ही शंघाई वापस जाना जरूरी है? ओल्ड टैंग एक पल के लिए रुक गया, फिर बोला, नहीं कोई जल्दी नहीं। जल्दी किस बात की? चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन अंदर से वो सब समझ चुका था। तो ये लोग मुझे बिना बताए अपने नाटक का एक कैरेक्टर बना चुके हैं या फिर मैं शुरू से ही उनकी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। डिंगलोंग ने देखा कि सब लोग किसी और ही बात पर बिजी है। उसे लगा कहीं वो बाहर ना रह जाए। वो तुरंत बोला, बॉस सन ली राउटाई के साथ क्या हुआ था? ओल्ड सन ने उसकी तरफ देखकर कहा, डिंगलोंग बात कुछ ऐसी है। फिर लगभग 5 मिनट तक उसने ली राउटाई वाली पूरी भी इंसिडेंट समझा दी। सब सुनने के बाद डिंगलोंग ने धीरे से ली रुबिंग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। अगर मैं ली राउटाई का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो शायद ली रुबिंग का दिल बदल जाए। लगता है आज तो किस्मत भी मेरे साथ दे रही है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। ये सोचकर डिंगलोंग उठकर ओल्ड टैंग के पास गया और अदब से कहा, बॉस टैंग वैसे तो मुझे इस मैटर में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मेरी एक छोटी सी राय है। उसके बाद उसने अपनी बात रखनी शुरू की। वूचन ने कुछ देर उसकी बात सुनी, फिर अचानक जोर से टेबल पर हाथ मारा। उसकी आवाज ठंडी लेकिन नाराज थी। तुम लोग बात करो, मेरी बात तो वैसे भी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। मैं यहाँ बैठकर अपना वक्त बर्बाद क्यों करूँ? बेहतर है कि मैं कहीं जाकर आराम कर लूँ। ली रुबिंग तुरंत उसके पीछे भागे। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, अगर तुम थक गए हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। डिंगलोंग ये देखकर अंदर ही अंदर हंस पड़ा। रिएक्शन तो काफी स्ट्रॉन्ग मिला। मैंने बस एक छोटी सी चाल चली और ये प्रीटी बॉय तो तुरंत कंट्रोल खो बैठा। ओल्सन गुस्से से चीख पड़ा, ली रुबिंग कहाँ जा रही हो? यहाँ गेस्ट बैठे हैं। क्या तुम ली फैमिली की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी? ये कौन सा तरीका है? ली रुबिंग पलटकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर उसी पहाड़ों की रानी जैसा गुस्सा था। फिर उसने प्यार से वूचन की तरफ देखा। डार्लिंग तुम पहले जाकर आराम करो, मैं थर्ड अंकल और टैंग फैमिली के हेड से बात करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वूचन उसके पास आया। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोला, ठीक है मैं समझ गया, तुम गुस्सा मत होना। बाहर डिंगलोंग के अंडरलिंग्स आपस में बातें कर रहे थे। लगता है बॉस आज ली रुबिंग को जरूर मना लेंगे। वूचन चुपचाप बाहर खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। फिर उसकी नजर एक आदमी पर जाकर टिक गई जिसके बाल स्मोकी स्टाइल में थे और उसने चश्मा पहना हुआ था। वो डिंगलोंग के करीबी आदमियों में से एक था, होंग गुआंग। वूचन के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। अब तुम्हारी बारी आने वाली है, बहुत जल्द। होंग गुआंग अपने साथियों के साथ बड़ी बड़ी बातें कर ही रहा था कि अचानक उसके फोन पर एक एनोनिमस मैसेज आया। किसी और का पैसा चुराने की हिम्मत की, अब अपने पुरखों से मिलने के लिए तैयार हो। होंग गुआंग के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वो जबरदस्ती नॉर्मल बनते हुए बोला, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। जैसे वो मुड़कर बाथरूम गया उसने तुरंत उस अननोन नंबर पर कॉल लगा दी। तुम कौन हो?
दूसरी तरफ से बस एक ठंडी आवाज आई, वॉश बेसिन के पास एक कार्ड रखा है, 10th फ्लोर रूम 1029। इतना कहकर सामने वाले ने फोन काट दिया। होंगवान ने गुस्से में बाथरूम का दरवाजा जोर से मारा, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था, पसीना बह रहा था। यंग मास्टर के लिए काम करते वक्त मैंने 6 मिलियन चुरा लिए थे, अगर ये बात पकड़ी गई तो मेरी मौत पक्की है। कुछ देर बाद वो वेटिंग हॉल के बाहर पहुंच गया, चारों तरफ देखते हुए सोचने लगा, सब लोग कहाँ है? जिसने मुझे बुलाया था वो आया क्यों नहीं? उसने फिर से कॉल लगाया, लेकिन इस बार एक मशीन वाली फीमेल वॉइस सुनाई दी। द नंबर यू हैव डायल इज नॉट रीचेबल एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। इतनी बार कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। होंगवान और ज्यादा घबरा गया, लगभग उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने नाखून चबाने लगा। क्या उसे पैसे चाहिए या कोई और डिमांड है? सीधा बोल क्यों नहीं देता? बस डर आ रहा है और कांटेक्ट भी नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद जब वो वापस ग्रुप के पास आए, सब लोग हंसने लगे। इतने देर बाथरूम में क्या कर रहा था? अंदर ही सो गया था क्या? होंगवान ने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, सॉरी यार, सुबह कुछ गलत खा लिया, लगता है उसने पेट खराब कर दिया। आधा दिन यूं ही निकल गया। शाम को सब लोग मिलकर डिनर कर रहे थे। ली राउटाई मजाक उड़ाते हुए बोला, डिंगलोंग पूरे दिन से इतना उदास क्यों बैठे हो? क्या 10 मिलियन हारने का इतना दुख है? उसके पास बैठा ओल्ड सन तुरंत बोला, ली राउटाई बस करो, आराम से खाना खाओ। उधर वुचन खाना भी खा रहा था और चुपके से होंगवान को मैसेज भी भेज रहा था, अभी नहीं, मुझे एक काम है, मेरा वेट करो। थोड़ी देर बाद जब होंगवान ग्लास टकराने वाला था, उसके फोन पर फिर मैसेज आया, सब लोग एंजॉय करो, मुझे फिर से पेट की प्रॉब्लम हो गई है, अगर अभी नहीं गया तो यही फट जाऊंगा। डिनर शुरू होने के बाद से ही वुचन की नजर डिंगलोंग पर टिकी हुई थी। डिंगलोंग काफी देर से ये नोटिस कर रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया, तो मुझे इतनी देर से घूर क्यों रहे? क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? वुचन ने सीधा जवाब दिया, नहीं, शक्ल से तो बिल्कुल अगली हो। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि कहीं तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तुम्हें तो लगता है धोखा खाना ही पसंद है। धोखा खाने में इतना मजा आता है क्या? ली राउटाई के माथे पर पसीना आ गया। ब्रदर इन लॉ, कहीं ये सच में नशे में तो नहीं? ये क्या कर रहा है? ली रूबिंग ने भी मन ही मन सोचा, ये तो हमारे ओरिजिनल प्लान में था ही नहीं। ओल्ड टैंग ने गंभीर चेहरे के साथ सोचा, असली ड्रामा अब शुरू हो रहा है, पूरे दिन इसी पल का इंतजार था। वुचन नशे का नाटक करते हुए फिर बोला, अगर तुम्हें इतना ही धोखा खाना पसंद है तो पहले बता देते, मैं खुद तुम्हारे सिर पर 2-4 सींग उगा देता। डिंगलोंग अंदर से गुस्से से जल रहा था, लेकिन मजबूर था। उसने ली रूबिंग की तरफ देखकर पूछा, क्या तुमने इसी आदमी को चुना है? इससे किसी की इज्जत करनी ही नहीं आती। वुचन ने हाथ हिलाकर कहा, क्या तुम अभी भी डिंगलोंग के बारे में सपने देख रहे हो? मैं तुम्हारी तरह दिमाग से बेवकूफ नहीं हूँ, मेरा मतलब सिर्फ इतना है, तुम्हें सच में बार बार धोखा दिया गया है और तुम्हें आज तक पता भी नहीं चला। ली रूबिंग पीछे बैठी हुई थी। अपने बॉयफ्रेंड की एक्टिंग देखकर वो अंदर ही अंदर हैरान थी। ऑस्कर मिलना चाहिए इस एक्टिंग के लिए। डिंगलोंग उसे घूरता रहा, ये जानबूझकर नशे का नाटक कर रहा है ताकि मैं ली रूबिंग के सामने अपना कंट्रोल खो दूं। उसने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, एक्टिंग करते रहो, वैसे भी ज्यादा पीने के बाद इंसान का असली चेहरा सामने आ ही जाता है। वुचन ने उसकी तरफ उंगली दिखाई, तुमने ही कहा है तो सच सुनो, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। लू शाओयू जो पिछले साल तुम्हारी छोटी वाली गर्लफ्रेंड थे, उसके पास होंगयू नाम का बॉडीगार्ड था ना? पिछले साल तुम्हारे बर्थडे वाले दिन सिर्फ वो दोनों ही तुम्हारे साथ थे। सोचो जरा, उस दिन दोनों ने साथ में क्या किया होगा। डिंगलोंग हंस पड़ा, बकवास, मेरे आदमी ऐसी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर तुम अफवाह फैलाकर मुझे भड़काना चाहते हो तो मैं उस जाल में नहीं फंसने वाला। वुचन ने बोर होते हुए कंधे उचका दिए, ठीक है, अगर भरोसा नहीं है तो रहने दो, मुझे भी बार बार ये बात रिपीट करने का शौक नहीं है। वैसे भी तुम इतनी बार धोखा खा चुके हो, 1-2 बार और सही। ली रूबिंग से अब और बर्दाश्त नहीं हो। उसने चुपके से वुचन की थाइज में जोर से चिमटी काटी और धीरे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सच में नशे में हो क्या? वुचन ने धीरे से लेकिन पूरे यकीन के साथ कहा, आज रात डिंगलोंग हॉस्पिटल में होगा। ली रूबिंग अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी, तुम सच में नशे में तो नहीं हो? और इस तरह वुचन पूरे डिनर के खत्म होने तक नशे का नाटक करता रहा। डिनर खत्म होने के बाद डिंगलोंग ने सबसे अलविदा कहा और तुरंत वहां से निकल गया। ओल्ड टैंग भी उठकर जाने ही वाला था कि ओल्ड सन ने उन्हें रोक दिया, बॉस टैंग, आज रात मत जाइए, आइए हम दोनों थोड़ी देर ड्रिंक करते और आराम से बातें करते हैं। उधर अपने रूम में पहुंचते ही डिंगलोंग ने तुरंत अपने अंडरलिंग्स को बुला लिया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। टैंग, पिछले साल मेरे बर्थडे वाले दिन तुम और लू शाओयू ने क्या किया था? टैंग घबरा गया और हकलाते हुए बोला, बॉस बहुत पुरानी बात है, मुझे उस रात कुछ याद नहीं। आज पूरा दिन का गुस्सा पहले से ही डिंगलोंग के अंदर जमा हुआ था। उसने ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, तेरी एक्टिंग बहुत खराब है। ये कहकर उसने अपने सूटकेस से एक लॉलीपॉप निकाली। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो मेरे पीछे चाल चलते हैं, लगता है तुझे दोबारा याद दिलाना पड़ेगा। कुछ पूछने से पहले टैंगी घुटनों के बल गिर गया। बॉस, मुझे नहीं पता आपने क्या सुना है, लेकिन कसम से मैंने कभी आपके साथ धोखा नहीं किया। डिंगलोंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अभी जो बोला उसे याद रखना। फिर उसने किसी को फोन लगाया। फोन की दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, अरे जान, आखिर तुमने फोन कर ही लिया, मुझे तो लगा तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। डिंगलोंग ने सीधा सवाल पूछा, मेरे बर्थडे वाले दिन तुम और टैंग्यू ने क्या किया था? वो लड़की एक पल के लिए रुक गई, नहीं कुछ भी नहीं।
पार्टी के बाद टैंग्यू मुझे मेरे अपार्टमेंट छोड़ने आया था, उसके बाद वो चला गया। डिंगलोंग ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन टैंग्यू तो कह रहा है कि तुमने उसे जाने नहीं दिया और तुम खुद उसके पास गई थी। ये सुनते ही लू शाओयू घबरा गई। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, उसने मुझे मजबूर किया था। मुझे डर था कि तुम मुझे गंदी समझोगे, इसलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। वो हमेशा मुझे धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती करता था। ये सुनते ही टैंग्यू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत डिंगलोंग का पैर पकड़कर चिल्लाया, बॉस मेरी बात सुनिए, वो झूठ बोल रही है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले डिंगलोंग ने जोर की लात उसके मुंह पर मारी और टैंग्यू दूर जाकर गिरा। डिंगलोंग गुस्से से दहाड़ा, मुद्दा ये नहीं है कि पहले किसने शुरू किया, मुद्दा ये है कि तुम दोनों मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे ही पीछे मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। टैंग्यू फिर से घुटनों के बल गिर गया। बॉस प्लीज इस छोटे से भाई की जान बख्श दीजिए। डिंगलोंग ने बिना कुछ कहे लॉलीपॉप उठाए, बख्श दू, और बैंग एक जोर की लॉलीपॉप की आवाज गूंजी। टैंग्यू वही ढेर हो गया। खून के छिट्टे बाकी अंडरलिंग्स के चेहरे तक आ गए। लेकिन डिंगलोंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो दहाड़ते हुए बोला, तेरी जान बख्शू। वो दोबारा लॉलीपॉप चलाने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ में पकड़ी लॉलीपॉप जोर से फट गई। ये सब वूचाई ने पहले ही सीक्रेटली अरेंज कर रखा था। अंडरलिंग्स घबराकर चीखने लगे, बॉस यंग मास्टर जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बिल्डिंग के नीचे आसपास के लोगों ने डिंगलोंग के रूम से आग की लपटें निकलती देखी। सबने तुरंत फोन निकाल लिया। कोई वीडियो बना रहा था, कोई लाइव स्ट्रीम चला रहा था। उधर वूचैन के विला में एक अंडरलिंग आकर रिपोर्ट देने लगा, मास्टर आग का सोर्स रूम नंबर 1029 से था। उस रूम में आने जाने वाला आदमी सिर्फ डिंगलोंग का एक क्लोज एसोसिएट था। ली राउटर ने तुरंत ऑर्डर दिया, सबसे पहले गेस्ट को बाहर निकालो, कोई भी आग में फंसना नहीं चाहिए। ले रूबिंग ने भी तुरंत कहा, और रिपोर्टर्स को पास मत आने देना, कोई भी बिना सोचे समझे फोटो ना निकाले। ओल्सन हंस दिया, बॉस टैंग मुझे वाकई अफसोस है, मैंने नहीं सोचा था कि आज इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। ओल्टैंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं, फिक्र मत कीजिए। इसी बीच ओल्सन का फोन बज उठा। फोन सुनते ही उसकी आवाज बदल गई। क्या डिंगलोंग ने किसी का मर्डर कर दिया और खुद भी इंजर्ड होकर हॉस्पिटल पहुंच गया? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ओल्टैंग तुरंत खड़ा हो गया, वाह क्या हुआ, मैं भी चलता हूँ। अंदर वो सोच रहा था, डिनर के बाद यहाँ आग लगती है, डिंगलोंग मर्डर करता है, खुद भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। क्या ये सब भी वूचैन के डायरेक्शन में चल रहा एक बड़ा नाटक है? नहीं, अब तो मुझे देखना ही होगा कि इस कहानी का एंड क्या है। ओल्सन ने कहा, चलिए सबसे पहले हॉस्पिटल चलते हैं। फिर ली राउटे की तरफ मुड़कर बोला, डिंगलोंग जिस हॉस्पिटल में रुका था वहाँ जाकर सब कुछ साफ करवा दो। ली राउटे नाराज होकर बोला, उस मुसीबत के पुतले ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी और सफाई मुझे करनी पड़ेगी। तब वूचैन ने बीच में कहा, अंकल सन आप पहले वहाँ जाकर सिचुएशन हैंडल कीजिए। ली राउटे को मेरे पास रहने दीजिए, मुझे उसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ली रूबिंग प्यार से वूचैन के भाव में सिमट गई और मुस्कुराकर पूछा, डार्लिंग मेरे पीछे तुम और कितनी रात छुपा रहे हो? वूचैन सिर्फ मुस्कुराया, बहुत सारे। ली राउटाई को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि ये सब वूचैन का ही प्लान था। वह एक्साइटमेंट से पूछ बैठा, वैसे ब्रदर इन लॉ अगला स्टेप क्या है? वूचैन ने शांत आवाज में ऑर्डर दिया, 2 टीम्स भेजो। पहली टीम होटल जाएगी, वहाँ डिंगलोंग से जुड़ी हर एक निशानी मिटा दो। दूसरी टीम हॉस्पिटल जाएगी, वहाँ हांगकांग पर नजर रखो। ली राउटाई ने तुरंत सैल्यूट जैसा पोज बनाया, रॉजर डैड बस मुझ पर छोड़ दीजिए ब्रो। डिंगलोंग के अंडरलिंग्स अपने बॉस को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद बाहर खड़े बातें कर रहे थे। एक आदमी बोला, यार समझ ही नहीं आ रहा आज इतना बैड लक क्यों चल रहा है। दूसरा नाराज होकर बोला, कौन जाने। इसी बीच हांगकांग के फोन पर एक मैसेज आया, रूम 1029 में आग लग गई है, मुबारक हो, तुम्हें बकरा बना दिया गया है बेवकूफ। ये पढ़ते हांगकांग को सब समझ आ गया। उसे 2 बार रूम 1029 में बुलाया गया था, लेकिन हर बार रूम खाली था। मतलब शुरू से ही कोई उसे नचा रहा था और अब होटल में लगी आग का इल्जाम भी उसके सिर पर आने वाला था। उसके चेहरे पर पसीना छूट गया, डर से उसके पैर कांपने लगे। ली फैमिली की प्रॉपर्टी जलाने वाला आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। ऊपर से मैंने 6 मिलियन चुरा लिए थे। अगर यार रुक गया तो पक्का मर जाऊंगा, मुझे अभी भागना होगा। उसने बहाना बनाया, मेरा पेट खराब है, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। हांगकांग धीरे से हॉस्पिटल से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। लेकिन अगले पल किसी ने उसका सिर पर बोरा डाल दिया और वो तुरंत काबू में कर लिया गया। दूसरी तरफ ली राउटाई ने रिपोर्ट दी, ब्रदर इन लॉ दोनों टीम्स का काम कंप्लीट हो गया। वूचैन मुस्कुराए, ठीक है अब तुम और ली रूबिंग घर चले जाओ, थोड़ा आराम भी कर लेना। ली राउटाई हंसकर बोला, ओके ब्रदर इन लॉ, अब असली शो देखो। हॉस्पिटल में ओल्सन और ओल्टैंग डिंगलोंग को देखने आए। खुशकिस्मती से उसकी सिर्फ राइट हैंड ही जख्मी हुई थी, उसके हाथ पर बैंडेज बंधा हुआ था। ओल्टैंग ने तसल्ली दी, डिंगलोंग अपने जख्म का अच्छे से ख्याल रखना, इससे बुरी चीज भी हो सकती थी। डिंगलोंग उदास चेहरे से बोला, जब तक हाथ बचा हुआ है सब भगवान की मेहर है। तभी हॉस्पिटल के बाद ली राउटाई की जोर की आवाज गूंजी। उसके हाथ में लॉलीपॉप था, वो गुस्से में दहाड़ रहा था। डिंगलोंग मेरा ही होटल उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू समझता क्या अपने आप को? तूने मेरा पूरा होटल ही उड़ा दिया, सोचा मुझे पता नहीं चलेगा। वोल्सन तुरंत बीच में आया, ली राउटाई लॉलीपॉप नीचे करो, आराम से बात करो, अभी तुमने क्या कहा?
ली राउटाई ने तुरंत एक वीडियो निकाला। ये देखो, रूम नंबर 1029 से शुरू हुई, सबूत भी है, ध्यान से देखना। रूम 1029 में घुसने वाला कौन था? तुम्हारा सबसे करीबी आदमी हॉन्ग गुआन। डिंगलोंग, अब क्या कहना है तुम्हारा? हिम्मत है तो उसे फोन लगाओ। उसने लॉलीपॉप सीधा डिंगलोंग के सिर पर रख दी। डिंगलोंग घबरा गया। मैं उसे फोन नहीं कर सकता, वो गायब हो गया है, लगता है किसी ने मुझे फंसाया है। ली राउटाई के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। उसके आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। गुनहगार भाग गया और तू बोल रहा है तू बेकसूर है? क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ? डिंगलोंग जल्दी जल्दी बोला। ली राउटाई, मेरी बात सुन, किसी ने सच में मुझे फंसाया है। मुझे तुमसे भी ज्यादा पता है, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगा। उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी से फोन लगवाया। हॉन्गवान के पिछले एक महीने की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। खासकर कर दोपहर के बाद उसने किन लोगों से कांटेक्ट किया। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी ने जवाब दिया, यंग मास्टर, हमने ढूंढ लिया है। डिंगलोंग ने ली राउटाई को देखकर कहा, कल तुमने भी देखा था, हॉन्गवान 2 बार बाहर गया था। पहली बार एक टेक्स्ट देखकर, दूसरी बार डिनर के टाइम। किसी ने जरूर उसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे। पूरा दिन मैंने अपना फोन तक टच नहीं किया। फिर उसने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया, उस अननोन नंबर का पता लगाओ, मालूम करो उसके पीछे कौन है। कुछ देर बाद सेक्रेटरी की घबराई हुई आवाज आई, यंग मास्टर, ये नंबर ज़ैंग गुआन का पुराना मोबाइल नंबर है, वो पहले यूज करता था। डिंगलोंग तुरंत हैरान रह गया, क्या? ली राउटाई का सबर टूट गया। उसने दोबारा लॉलीपॉप डिंगलोंग के सिर पर तान दी। और ज़ैंग गुआन भी तो तुम्हारा ही आदमी था ना? डिंगलोंग घबरा कर बोला, मेरी बात सुनो, ज़ैंग गुआन काफी पहले से ही लापता है, किसी ने वाकई मुझे फंसाया है। ली राउटाई ने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधा पिस्तौल का बट उसके मुंह पर दे मारा। फिर गुस्से से चिल्लाया, हॉन्गवान भी गायब है, ज़ैंग गुआन भी गायब है, और तू चाहता है कि मैं मान लूं कि तू बेकसूर है? ली राउटाई भूखे बाघ की तरह झपटा। उसने डिंगलोंग की गर्दन पकड़ ली और लॉलीपॉप उसके सिर पर रखते हुए गरजा, बोलना नहीं चाहता तो फिर हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर दे। अपने भतीजे को इतना ज्यादा रोल में डूबा हुआ देखकर उसके अंकल को बीच में आकर रोकना पड़ा। ली राउटाई, इम्पल्सिव मत बनो, अंकल की बात सुनो, कोई बेवकूफी मत करना। काफी देर तक जद्दोजहद चलती रही, लेकिन आखिरकार वो बड़ी ट्रेजेडी होने से बच गई। ओल्सन ने ली राउटाई को कंट्रोल किया और वहां से निकल गया। बुजुर्ग आदमी ने कहा, डिंगलोंग, मैं पहले ली राउटाई को ले जाता हूँ, तुम अपनी इंजरीज का अच्छे से ख्याल रखना। होटल में लगी आग की इन्वेस्टिगेशन अभी और आगे बढ़ेगी। डिंगलोंग ने बस इतना ही कहा, समझ गया अंकल सन। जैसे ही सब बाहर निकले, पूरा ड्रामा वही खत्म हो गया। ली राउटाई ने भी उसके बाद कोई और हंगामा नहीं किया। ओल्सन ने बड़े अदब से कहा, मिस्टर टैंग, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद शायद आप हम पर हंस रहे होंगे। ओल्ड टैंग ने समझदारी से जवाब दिया, ये बहुत उलझा हुआ मामला है, मुझे भी सिर्फ इसका एक ही हिस्सा समझ आया है। ओल्सन मुस्कुरा कर बोला, चलिए मिस्टर टैंग, पहले कहीं आराम करते हैं, कल वूचैन के साथ बैठकर सारी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अगले दिन ली राउटाई अपने ब्रदर इन लॉ, अंकल और टैंग को टी रूम में बुलाया। ओल्ड टैंग ने पहले बात शुरू की, यंग मैन, तुम्हें क्या लगता है कल जो हो उसके पीछे डिंगलोंग के होने का चांसेस कितने हैं? वूचैन धीरे से बोला, हॉन्गगुआन और ज़ैंग चुआन का एक ही वक्त पर गायब हो जाना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और जो एविडेंस सामने है वो इतना ऑब्वियस है कि सब कुछ किसी सेटअप जैसा लग रहा है। लेकिन अगर हम सब भी वही सोचने लगे तो क्या हम डिंगलोंग के ट्रैप में नहीं फंस जाएंगे? ओल्सन ने जवाब दिया, अभी किसी भी चीज का फैसला करना मुश्किल है, इन्वेस्टिगेशन उन्हें खुद ही करने दो, लेकिन एक बात पक्की है, डिंग फैमिली को, हमारी ली फैमिली को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। फिलहाल उनके मामले को छोड़ो और अपनी बात करते हैं। वूचैन ने हाँ में सिर हिलाया, बिल्कुल सही, जब सब लोग आज यही मौजूद है तो चलिए मिस्टर सन, मिस्टर टैंग, अपने मामले पर ऊपर जाके स्टडी रूम में बात करते हैं। वूचैन फॉर्मली खड़ा हुआ और बोला, कल मिस्टर टैंग ने जो कहा था कि टोंगजी को लगभग मार ही दिया गया था, वो थोड़ा एग्जेजरेशन था, बात इतनी सीरियस नहीं थी, इसलिए मेरा मानना है कि हमें सीधा यंग मास्टर से पूछना चाहिए, उसे जो चाहिए हम देंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि टैंग शन का इस बारे में क्या ख्याल है। ओल्ड टैंग सामने खड़े इस यंग मैन को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने मनी मन सोचा, कल ऑब्जर्व करते ही समझ आ गया था कि ली फैमिली में वूचैन की बात काफी चलती है। शाओबाओ को ली फैमिली के आदमियों ने इंजर्ड जरूर किया था, लेकिन उसकी जान भी ली फैमिली के एक इम्पोर्टेंट इंसान ने ही बचाई थी। अगर हम ली फैमिली को इतना परेशान करने लगे तो लोग कहेंगे कि टैंग फैमिली बहुत छोटी सोच वाली और कंजूस दिल की है। वूचैन ने देखा कि ओल्ड टैंग गहरी सोच में डूबा हुआ है तो वो मुस्कुरा कर बोला, लेकिन शाओबाओ शुरू से लेकर आखिर तक बीच की लड़ाई में फंस गया था, हमारी ली फैमिली उसका पूरा कॉम्पेंसेशन जरूर देगी, और उसके अलावा मैं टैंग फैमिली को एक बड़ा गिफ्ट दूं तो? ओल्ड टैंग हैरान रह गया, एक बड़ा गिफ्ट? वूचैन ने अपने पॉकेट से एक यूएसबी ड्राइव निकाली और टेबल पर रख दी। मैंने सुना है कि नॉर्थ की लुई फैमिली और टैंग फैमिली के रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मेरे पास लुई फैमिली के खिलाफ कुछ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और डैमेजिंग एविडेंस है। अगर टैंग फैमिली इस एविडेंस का सही इस्तेमाल करे तो उसका असर बहुत जबरदस्त होगा, पर पता नहीं टैंग फैमिली को इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। साइड में बैठे ओल्ड सन के माथे पर पसीना आ गया। उसे तुरंत आ गया कि टैंग फैमिली और लुई फैमिली के बीच कितनी गहरी दुश्मनी है। पिछले साल दोनों फैमिलीज ने कैपिटल में एक बहुत बड़ी जंग लड़ी थी, दोनों तरफ से लगभग सारे कनेक्शंस और रिसोर्सेज झोंक दिए गए थे।
हर तरह की चालें चली गई थी और दोनों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। आखिर में लुई फैमिली जीत गई और टैंग फैमिली को कैपिटल छोड़ के पीछे हटना पड़ा। उस दिन के बाद से दोनों फैमिलीज एक दूसरे की जान की दुश्मन बन गई। ओल्ड टैंग कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, यंग मैन, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? वूचैन ने आराम से यूएसबी ड्राइव टेबल पर रख दिया और बोला, अगर टैंग फैमिली को ये चाहिए तो मैं ये एविडेंस दे दूंगा। अगर मिस्टर टैंग को लगे कि इस एविडेंस का इस्तेमाल करके लुई फैमिली पर हमला किया जा सकता है तो हमारी ली फैमिली भी टैंग फैमिली के साथ मिलकर लुई फैमिली के खिलाफ एक्शन लेगी। ओल्ड टैंग की नजर यूएसबी ड्राइव पर टिक गई। वो अभी भी बड़े ध्यान से सोच रहा था, क्या सिर्फ शाओबाओ के मामले को सुलझाने के लिए लुई फैमिली जैसे बड़े घराने के साथ जंग छेड़ देनी चाहिए? सच कहे तो इतनी बड़ी फैमिली के साथ वॉर शुरू करने के मुकाबले में शाओबाओ का मामला बहुत ही छोटा था। आखिर ये वूचैन करना क्या चाहता है? इस यंग मैन के दिल में जो चल रहा है वो बिल्कुल सिंपल नहीं है। पीछे बैठे ओल्ड सन ने हल्की सी खांसी की। उसने मनी मन सोचा, हम तो टैंग फैमिली को डिंग फैमिली के खिलाफ साथ में लाने वाले थे, फिर ये बात घूमकर लुई फैमिली पर अटैक करने की तक कैसे पहुंच गई? ओल्ड टैंग ने एक बार उसकी तरफ देखा। उसने महसूस किया कि सन के चेहरे का रंग कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं ये वूचैन मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? ये पूरे परिवार की जिंदगी और मौत का सवाल है। ऐसे मामले में कोई इतनी आसानी से अपने कार्ड्स कैसे नहीं खोलता? ओल्ड टैंग ने गहरी नजर से देखते हुए पूछा, वूचैन, जो तुमने अभी कहा है वो क्या वो सच है? इस मामले में ली फैमिली वाकई टैंग फैमिली की मदद करेगी? और क्या तुम इतनी बड़ा फैसला खुद ले सकते हो? वूचैन ने आराम से दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले और हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, लगता है मिस्टर टैंग को अभी भी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है और ये बात समझ में आती है। आखिर अभी तक आप मुझे अच्छी तरह जानते भी नहीं है। चलिए ऐसा करते हैं, मैं अभी एक फोन कॉल कर लेता हूँ ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे और हमारे बीच की हार्मनी भी खराब ना हो। ये कहकर वूचैन ने अपना फोन निकाला और ली रुबिंग और ली राउटाई के फादर ली मैंग को फोन लगाया। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, वूचैन। वूचैन बोला, अंकल, मैं अभी टैंग फैमिली के साथ ली फैमिली और टैंग फैमिली के कॉपरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। मिस्टर टैंग कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या हमारी ली फैमिली सच में लुई फैमिली के खिलाफ एक्शन लेगी? फोन की दूसरी तरफ से ओल्ड ली की मजबूत आवाज सुनाई दी, अरे ये तो हम पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं। मैं पूरी ली फैमिली के तरफ से बोल रहा हूँ। मिस्टर टैंग को अब भी किस बात पे चिंता है? ये बात सुनते ही ओल्ड टैंग अंदर ही अंदर हिल गया। खुद ली माओ ने पर्सनली इस बात की कंफर्मेशन दे दी। ये बात तो मिस्टर सन को भी नहीं बताते, उसने तुरंत समझ लिया। वूचैन सिर्फ एक जूनियर नहीं था, वो ली फैमिली में प्रैक्टिकली सेकेंड इन कमांड बन चुका था। इसका मतलब ये था कि टैंग फैमिली की मदद करके लुई फैमिली के खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला सिर्फ वूचैन का नहीं बल्कि पूरी ली फैमिली का डिसीजन था। दूसरी तरफ ली माओ ने फोन काट दिया और दूर देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इस वूचैन ने मुझसे पूछे बिना ही मेरा नाम यूज कर लिया। लेकिन अगर शियाशिन ने गवाही दे दी है कि डोंगडाओ का मर्डर डिंगलोंग ने किया था, तो अब लुई फैमिली से निपटना और टैंग फैमिली के साथ अलायंस बनाना हमारे लिए भी फायदे का सौदा है। इधर ओल्ड टैंग कांपते हुए हाथों से यूएसबी ड्राइव उठाता है। अगले पल वो जोर से हंस पड़ता है, अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने कब कहा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है यंग मैन। पीछे खड़े ओल्ड सन ने ये सब देखकर अंदर ही अंदर सांस छोड़ी। ये मिस्टर टैंग भी कमाल है। ओल्ड टैंग तुरंत उठकर वूचैन के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। वूचैन, काश मैं तुमसे पहले मिला होता। ली फैमिली कितनी लकी है कि उन्हें तुम जैसा सन इन लॉ मिला। वूचैन ने शांत लहजे में कहा, तो फिर ये बात पक्की समझे? ओल्ड टैंग ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, पक्की, बिल्कुल पक्की। वूचैन बोला, मैं तुरंत शंघाई लौटकर अपने मास्टर को रिपोर्ट कर देता हूँ। ओल्ड टैंग ने हाथ हिलाकर हंसते हुए कहा, अरे ये तो बस बच्चों के बीच की छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। थोड़ी बहुत टक्कर से ही तो वो मैच्योर होते हैं। कोई नुकसान नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात नहीं है। जाने दो, सब जाने दो। वूचैन ने सिरे लाए, नहीं, इतनी आसानी से छोड़ना ठीक नहीं होगा। अगर इसे सिर्फ एक छोटी सी बात समझकर इग्नोर कर दिया तो आगे चलकर और बड़े प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। ओल्ड टैंग ने उसकी तरफ देखकर पूछा, लिटिल वू, बात को घुमाओ मत, सीधा बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वूचैन ने बड़े कैजुअली जवाब दिया, टैंग फैमिली का ईस्ट सी वाला इंसिडेंट देर या जल्दी सबको पता ही चल जाएगा। अगर इस विजिट का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया तो बाहर वाले यही समझेंगे कि टैंग फैमिली ली फैमिली से डर गई। इससे सिर्फ टैंग फैमिली की रेपुटेशन खराब नहीं होगी बल्कि लोग ये भी सोचेंगे कि टैंग फैमिली और ली फैमिली के बीच कोई छुपी हुई डील चल रही है और उसका असर हमारे फ्यूचर कॉपरेशन पर भी पड़ेगा। ओल्ड टैंग ने गहरी सांस भरी, तुमने तो हर एंगल पहले ही सोच रखा है। ठीक है, जो करना है तुम ही डिसाइड करो। सिर्फ उन्हें विदा करना काफी नहीं होगा, हमें अपनी सिंसियरिटी भी दिखानी होगी। प्लेन में चढ़ने से पहले ओल्ड टैंग ने कहा, शाओबाओ, तुम्हारी इंजरीज का कॉम्पेंसेशन ली फैमिली देगी। मैं उनसे पहले ही बात कर चुका हूँ, बस वूचैन की बात मानना। वो जितना पैसा दे उतना ले लेना, ना ज्यादा मांगना और ना ही मना करना। और अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते तो यही रुक जाओ और वूचैन और ली रुबिंग के साथ मिलकर रहना। शाओबाओ ने तुरंत जवाब दिया, अंकल, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है, वो मेरे मास्टर हैं। दूसरी तरफ ली राउटे खुशी से बोला, ब्रदर इन लॉ, अंकल सन और मिस्टर टैंग दोनों ही चले गए। शिनबाओ का मामला भी लगभग सॉल्व हो गया और दीदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जबरदस्त सक्सेसफुल रही।
फिर वो एक्साइटमेंट से बोला, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि डिंग लोंग धूम दबाकर डोंगाई से भाग गया। ब्रदर इन लॉ, आपने तो कमाल ही कर दिया। वैसे एक बात बताइए, उसके लॉलीपॉप को एक्सप्लोर कैसे करवा दिया? वूचान बस हल्का सा मुस्कुराया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते रहे। तभी वूचान का फोन की रिंगटोन बज उठी। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक लड़की की थोड़ी घबराई हुई आवाज आई, हेलो, क्या ये वूचान है? आपको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सॉरी, मैं एन मैंगलान बोल रही हूँ। वूचान ने शांत आवाज में पूछा, मिस एन, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एन मैंगलान ने एक्साइटेड होकर कहा, ऐसी बात है कि मुझे आपके लिखे हुए दोनों गाने बहुत पसंद आए। क्या मिस्टर वूचान का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेवलप करने का कोई प्लान है? मुझे लगता है कि आपके टैलेंट के साथ आप बहुत जल्दी एक नए सुपरस्टार बन सकते हैं। वूचान ने सीधा जवाब दिया, फिलहाल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। एन मैंगलान ने फिर कहा, वूचान आप अभी भी डोंगाई में ही है ना? मैं 2 दिन में वहाँ आ रही हूँ, तब हम सनसोंग के साथ मिलकर बैठते हैं और आराम से बात करते हैं। आपको कैसे लगेगा? वूचान हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है। तभी ली राउटाई ने कहा, ब्रदर इन लॉ, चलिए आपको दीदी की सेलिब्रेशन पार्टी में भी जाना है। वूचान ने सिर हिलाया, ठीक है चलते हैं। दूसरी तरफ एन मैंगलान ने फोन रखते ही धीरे से सांस छोड़ी। लगता है वूचान को अपनी साइड लाना मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पार्टी में हर तरफ सेलिब्रेशन का माहौल था। बॉस कमाल क्या है, यूएन का कॉस्मेटिक फॉरएवर। सब लोग जोर जोर से चीयर कर रहे थे। ली राउटर और वूचान दोनों अपने शार्प सूट्स पहने हुए सबका अटेंशन खींच रहे थे। दूसरी तरफ सनसोंग और उसकी माँ को किसी अर्जेंट काम की वजह से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा। वूरैंग ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? सनसोंग ने धीरे से सीक्रेट वाली स्माइल के साथ कहा, इंपॉर्टेंट काम है मॉम, म्यूजिक ड्रीम्स, मॉम समझ जाएगी। कुछ देर बाद सनसोंग की मुलाकात एन मैंगलान से हुई। दोनों म्यूजिक के बारे में बात करने लगे। एन मैंगलान बोली, म्यूजिक एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। ये कंपोजर के इमोशंस, थॉट्स और रियल लाइफ को एक्सप्रेस करती है। लेकिन किसी सॉन्ग का हिट होना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। टाइमिंग, लोकेशन, हार्मनी और सेलिब्रिटी इफेक्ट सब कुछ मैटर करता है। कभी एक यूनिक मेलोडी लोगों की क्यूरियोसिटी जगा देती है, तो कभी परफॉर्मेंस स्टाइल ही गाने को फेमस बना देती है। एन मैंगलान ने मुस्कुरा कर कहा, वो सच में जीनियस है। मिस सॉन्ग, अगर तुम्हें घर जाने की जल्दी नहीं है तो क्यों ना हम उससे थोड़ी देर और बात करें। एन मैंगलान ने बताया, मैंने आज दोपहर वूचान के साथ खुद कांटेक्ट किया था, लेकिन लगता है उसका डेब्यूट करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वैसे मिस सॉन्ग, क्या तुम वूचान के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानती हो? सनसोंग ने अपने बाल पीछे करते हुए जवाब दिया, उसकी फैमिली एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रामेन रेस्टोरेंट चलाती है। वैसे प्रॉब्लम उसकी फैमिली नहीं है, बस मुझे नहीं लगता मेरी बात सही है या नहीं। एन मैंगलान सोच में पड़ गई, फिर बोली, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। तुम भी नहीं चाहती ना कि उसका इतना बड़ा टैलेंट ऐसे ही वेस्ट हो जाए? क्या वो किसी बात को छुपा रहा है? सनसोंग थोड़ी घबरा कर बोली, प्लीज ये बात सीक्रेट रखना एन मैंगलान, और उसके सामने कभी मत कहना। मुझे लगता है वूचान को एक वेल्दी लेडी ने शुगर बेबी बनाकर रखा हुआ है और वो बुढ़ी औरत उस पर बहुत स्ट्रिक्ट है। ये सुनकर एन मैंगलान थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा, मिस सॉन्ग, क्या तुम श्योर हो? क्या तुमने उस औरत को कभी देखा है? सनसोंग ने सिर हिला दिया, नहीं कभी नहीं, लेकिन फोन पर बात हुई है। उसकी आवाज बहुत ठंडी और डरावनी थी और मुझे तो लगता है वो मेरी मॉम से भी बड़ी होगी। सबसे इरिटेटिंग बात तो यह है कि उसे लगता है कि मेरा और वूचान का कोई चक्कर है। एन मैंगलान अभी भी पूरी तरह कन्विंस नहीं हुई। तुमने उसे कभी देखा ही नहीं, फिर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो? सनसोंग ने समझा, स्कूल के टाइम वूचान एक बिल्कुल ऑर्डिनरी लड़का था। कपड़ों पर बहुत कम पैसा खर्च करता था और हमेशा सिंपल रहता था। लेकिन ग्रेजुएशन के सिर्फ 2 महीने बाद वो लाखों के कपड़े पहनने लगा और लग्जरी सुपरकार चलाने लगा। अगर वो उस अमीर औरत के सपोर्ट में नहीं है तो इतने बड़े चेंजेस कैसे आ सकते हैं? एक बार मैंने उसकी हेल्प करने की भी ऑफर दी थी, लेकिन उसने बहुत पोलाइटली मना कर दिया और बात ही काट दी। क्या ये सब कुछ और भी ऑब्वियस नहीं बना देता? एन मैंगलान ने क्यूरियस होकर पूछा, तो क्या वूचान हैंडसम है? सनसोंग तुरंत बोले, हाँ बहुत हैंडसम है। मैं सच में वूचान को उस औरत से बचाना चाहती हूँ। उसके टैलेंट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिसन, क्या हम मिलकर उस बुढ़ी औरत को उसकी लाइफ से हटा नहीं सकते? अगर वो औरत गायब हो गई तो वूचान पक्का डेब्यूट करने के लिए मान जाएगा। एन मैंगलान को यह सुनकर थोड़ी हंसी आ गई। उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। सनसोंग ने जल्दी से फोन निकाला और वूचान को कॉल कर दिया, उसे बचाने के इरादे से। दूसरी तरफ वूचान के साइड से कंबल के अंदर कुछ खड़बड़ाहट की आवाज आ रही थी। साथ ही रात की खामोशी में फोन जोर जोर से बज रहा था। असल में वूचान और ली रुबिंग कंबल के अंदर घुसाए एक चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ली रुबिंग ने धीरे से पूछा, हबी इतनी रात को कौन डिस्टर्ब कर रहा है? वूचान बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गुस्सा मत होना, जूनियर सॉन्ग का फोन है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो सीनियर, क्या आप कल फ्री हैं? मिसन कल डोंगाई आ रही है और वो आपसे मिलना चाहती है। वूचान ने जवाब दिया, सुबह तो मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन शाम को मिल सकता हूँ। सनसोंग बोली, ठीक है तो कल आफ्टरनून का ही प्लान फिक्स कर देते हैं। नीचे बैठी ली रुबिंग ध्यान से सब सुन रही थी। उसने थोड़ा सा मुंह फुलाकर पूछा, ये एन नाम मैं इतनी बार क्यों सुन रही हूँ? वूचान हंसता हुआ बोला, बस एक मीटिंग है, कोई बड़ी बात नहीं। ली रुबिंग ने नखरे से कहा, और हम अभी तक चूहा पकड़ भी नहीं पाए। वूचान उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, जी मैडम, मैं आपको डबल कॉम्पेंसेट करूंगा। गाइस, ये कैसा विशाल चूहा है, इसने तो खूकर ली रुबिंग को भी शिकायत करने पर मजबूर कर दिया।
अगली सुबह वूचान एक अपार्टमेंट में पहुंचा। अंदर से आवाज आई, टीचर वो आ गए। वूचान अंदर आते हुए बोला, तुम अभी भी यही रेंट पर रह रही हो? मैं रिसेंटली बहुत बिजी था इसलिए तुमसे मिलने का टाइम ही नहीं मिल पाया। शियाशिन एक बहुत ही खूबसूरत एप्रन पहने हुए किचन में खड़ी थी। वो मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, मुझे भी थोड़ा ब्रेक मिल गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टीचर वो आए हैं तो मुझे उनकी अच्छी तरह मेहमान नवाजी करनी चाहिए। वूचान ने प्यार से शियाशाओ की कमर पकड़ ली। उसने थोड़ी झिझकते हुए जवाब दिया, टीचर वो मैं अभी कुकिंग कर रही हूँ, अभी थोड़ा इनकन्वीनियंट है, बाद में ठीक से बात करते हैं। वूचान धीरे से शियाशिन के कान के पास जाकर फुसफुसाया, डिंगलोंग डोंगाई आया था हॉस्पिटल में, कुछ देर रुककर वापस चला गया। मेरा अंदाजा है कि अब एक हाथ से उसके लिए फ्यूचर में कुछ भी करना काफी मुश्किल होगा। शियाशिन तुरंत समझ गए। उसे पता चल गया कि डिंगलोंग अपना एक हाथ खो चुका है और अब पहले जैसा कुछ कर नहीं पाएगा। उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई। ऑसम टीचर वू, थैंक यू। तभी शिनशिन भागते हुए आई और बोली, मॉम डिनर रेडी हो गया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। शियाशिन मुस्कुरा कर बोली, बस ऑलमोस्ट रेडी है। तभी उसकी नजर वूचान पर पड़ी। शिनशिन खुशी से बोली, टीचर आज मुझे ड्राइंग सिखाओगे? वूचान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, आज आफ्टरनून में थोड़ा बिजी हो, अगली बार पक्का सिखाएंगे। शिनशिन उसकी तरफ चमकती आंखों से देखने लगी। उसने मनी मन सोचा, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये फीलिंग बहुत ही वार्म है, ऐसा लग रहा है जैसे अचानक मुझे एक घर मिल गया हो। उधर शियाशिन भी चुपचाप वूचान को देखती रही। उसने दिल ही दिल सोचा, टीचर वो आज के बाद आप जो भी कहेंगे, चाहे कुछ भी हो, मैं बिना मना किए मान जाऊंगी। मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। आफ्टरनून स्टारबक्स में जैसे पहले डिसाइड हुआ था, वूचान टाइम पर पहुंच गया। उसे देखते ही सनसोंग खुशी से हाथ हिलाती हुई बोली, सीनियर इधर। जैसे ही दोनों लड़कियों की नजर उस पर पड़ी, दोनों उसकी हैंडसम पर्सनालिटी और चार्मिंग लुक्स देखकर एक पल के लिए हैरान रह गई। वूचान ने सीधे अंदाज में कहा, सॉरी तुम लोगों को वेट करना पड़ा। एन मैंगलान ने खुद आगे बढ़कर उससे हैंडशेक किया। हेलो मिस्टर वू। फिर मुस्कुरा कर बोली, मिस्टर वू क्या आप आजकल इंटरनेट पर चल रहे डिस्कशंस देख रहे हैं? आपके बारे में लोग बात करना ही नहीं छोड़ रहे। चलिए पहले आपके सॉन्ग्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद तीनों करीब आधे घंटे तक सिर्फ म्यूजिक और वूचान के गाने के बारे में बात करते रहे। कुछ देर बाद एन मैंगलान ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की, मिस्टर वो मुझे लगता है आप बहुत टैलेंटेड है, म्यूजिक की आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कमाल की है, लेकिन फिर भी आप डेब्यूट क्यों नहीं करना चाहते? उसकी बात पूरी होने से पहले ही वूचान ने हाथ उठाकर मना कर दिया, मिस एन म्यूजिक मेरा एम्बिशन नहीं है। ये सुनकर एन मैंगलान अपनी फीलिंग्स रोक नहीं पाई। उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। या फिर क्या इंटरनेट पर जो रूमर्स चल रहे हैं वो सच है? क्या आपकी शुगर मम्मी गर्लफ्रेंड आपको डेब्यूट करने ही नहीं देती? ये सुनते ही सनसोंग के मुंह में जो पानी था वो सीधा बाहर निकल गया। उसने तो पहले एन मैंगलान को मना किया था कि ये बात वूचान के सामने मत बोलना, लेकिन एन मैंगलान ने खुद ही सीधा बॉम्ब फोड़ दिया। वूचान ने धीरे से अपनी ठंडी और डरावनी नजर सनसोंग पर डाली। सनसोंग बिल्कुल डरी हुई हिरन की तरह सिकुड़ गई। उसने बेचारी से शक्ल बना ली जैसे उसने कुछ पता ही ना हो। वूचान ने शांत लेकिन पक्के लहजे में कहा, मुझे डेब्यूट करना है या नहीं इस बात का फैसला कोई और नहीं करेगा, मैं खुद नहीं करना चाहता, बस इतनी सी बात है। एन मैंगलान बोली, मिस्टर वू मैं अभी भी आपके थॉट्स को पूरी तरह समझ नहीं पा रही। ऐसे करते हैं मेरी एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, मुझे आप और आपकी गर्लफ्रेंड को डिनर पर इनवाइट करने दीजिए। वूचान ने सिर हिला दिया, ठीक है। फिर उसने पूछा, कब मिलना सही रहेगा? एन मैंगलान ने बिना घुमाए सीधा जवाब दिया, आज रात ही मिलते हैं। वूचान मुस्कुराया, ठीक है आज रात। उस रात एक बहुत ही लग्जरियस रेस्टोरेंट में जैसे ही वूचान और लिरुबिंग वहां पहुंचे, उनका शानदार वेलकम किया गया। रेस्टोरेंट के स्टाफ की तो लंबी लाइंस बनी हुई थी। सब एक साथ झुककर बोले, मिस्टर और मैडम वेलकम, प्लीज इस तरफ। लिरुबिंग को थोड़ा अजीब लगा। उसने धीरे से पूछा, हनी क्या तुम्हारी फैमिली ने कभी इतना ग्रैंड डिनर अरेंज किया है? ये थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेटेड लग रहा है। वूचान हंस पड़ा, सच बताओ मिस लिन, स्टूडेंट सॉन्ग ने हमारे रिलेशनशिप को पूरी तरह गलत समझ लिया है। उसे लगता है मैं कोई हैंडसम और मासूम लड़का हूँ जिसे एक अमीर शुगर मॉमी पाल रही है, और लगता है एन मैंगलान भी उसी रूमर पर बिलीव कर बैठी है। लिरुबिंग जो एक बेहद खूबसूरत कीपा पहनी हुई थी, उसे प्यार से वूचान का बाजू पकड़ लिया। फिर कॉन्फिडेंस से बोली, जब ऊपर वाले सीधे ना हो तो नीचे वाले टेढ़े ही होते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ इस बैंक्वेट में आज और कौन सा नया ड्रामा शुरू होने वाला है। चलो डार्लिंग अंदर चलते हैं। फिर दोनों साथ में अंदर चले गए। वूचान ने सबको देखकर कहा, सॉरी सबको वेट करना पड़ा। लिरुबिंग बिल्कुल जंगल की शेरनी की तरह कॉन्फिडेंट अंदाज में आगे बढ़ी। उसकी आंखों में एक क्वीन जैसा कॉन्फिडेंस चमक रहा था। ये देखकर सनसोंग थोड़ी हैरान रह गई। वो धीरे से बोली, सीनियर तो आप आ गए, और ये लेडी? वूचान ने प्यार से लिरुबिंग की कमर पर हाथ रखा और बोला, तुम लोग इसी लेडी को वेलकम डिनर देना चाहते थे ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है लिरुबिंग। ये सुनते सनसोंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दोनों की तरफ सीधा देख पाए। दूसरी तरफ एन मैंगलान बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस खड़ी रही। वूचान ने इंट्रोडक्शन करवाया, ये मेरी जूनियर क्लासमेट सनसोंग है और ये है एन मैंगलान। सनसोंग ने जब लिरुबिंग को ध्यान से देखा तो वह हैरानी से रह गई। ये सीनियर की गर्लफ्रेंड है, इतनी यंग और इतनी खूबसूरत, बिल्कुल वैसे नहीं जैसे मैंने इमेजिन किया था।
उधर एन मैंगलैंड के दिमाग में एक और ख्याल चल रहा था, उसका नाम ली रूबिंग है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर ये वाकई उसी ली फैमिली से बिलोंग करती है? ली रूबिंग ने बड़े प्यार से मुस्कुरा कर कहा, मिस एन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसकी मुस्कान जैसे कह रही हो, हाँ वही ली फैमिली जिसके बारे में तुम सोच रही हो। एन मैंगलैंड ने भी मुस्कुरा कर उसका वेलकम किया। फिर ली रूबिंग ने सनसोंग की तरफ देखकर कहा, सनसोंग, मुझे यकीन है कि तुम मुझे अभी भी याद करती होगी। पिछली बार फोन पर हमारी बात हुई थी। सनसोंग थोड़ी घबरा गई और हकलाते हुए बोली, हाँ याद है, फोन पर भी आपकी आवाज बिल्कुल ऐसी ही थी। वूचैन ने देखा कि दोनों लेडीज की ग्रीटिंग्स काफी लंबी हो रही है, तो वो बीच में बोल पड़ा, चलो पहले ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। सीनियर को बीच में बोलते देखकर सनसोंग ने चैन की सांस ली। ली रूबिंग की शेरनी जैसी पावरफुल ऑरा के सामने उसकी हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ वुरैंग अपने सबऑर्डिनेट की रिपोर्ट सुन रही थी। मैडम एन मैंगलैंड और सनसोंग इस वक्त मिस्टर वू और मिस ली के साथ डिनर कर रहे हैं। ये सुनते ही वुरैंग ने तुरंत ऑर्डर दिया, उन पर नजर रखो, किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मैं अभी वहाँ पहुँच रही हूँ। उसने मन ही मन सोचा, अगर सनसोंग और एन मैंगलैंड म्यूजिक की बातें करते हुए रात भर बाहर रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर वो मेरी सबसे बड़ी राइवल ली रूबिंग के साथ डिनर कर रही है तो मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। टेबल पर एन मैंगलैंड ने फिर से बात म्यूजिक की तरफ मोड़ दी। मिसली, मिस्टर वू के सॉन्ग सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, अगर उन्हें जीनियस कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर वो ऑफिशियली सिंगर के तौर पर डेब्यूट कर ले तो म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बन जाएगा। ये सुनकर ली रूबिंग ने अपना ग्लास वूचैन के ग्लास से हल्का सा टकराया, फिर मुस्कुरा कर बोली, ऐसा है तो डार्लिंग, मेहनत जारी रखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एन मैंगलैंड को लगा सब कुछ स्मूथली चल रहा है तो वो सीधा अपनी असली बात पर आ गई। मिसली, सच कहो तो मैंने आज का डिनर मेनली इसलिए अरेंज किया था ताकि मैं आपसे मिस्टर वू के डेब्यूट के बारे में बात कर सकूं। अगर वो हमारी कंपनी ज्वाइन करते तो मैं गारंटी देती हूँ कि उन्हें सबसे बेस्ट रिसोर्सेज और सपोर्ट मिलेगा। ली रूबिंग ने आराम से वाइन का सिप लिया, फिर शांत आवाज में बोली, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है तो उससे पूछे, इस मामले में मिस एन और मेरे बीच डिस्कस करने जैसा कुछ भी नहीं है। वूचैन भी बोल पड़ा, जैसे मैंने आज आफ्टरनून ही कहा था, ना मैं डेब्यूट करूंगा ना ही म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर करूंगा। एन मैंगलैंड ने फिर ली रूबिंग की तरफ देखकर कहा, मिसली, मुझे नहीं पता मिस्टर वू को किस बात की कंसर्न या टेंशन है, लेकिन मुझे लगता है शायद। ली रूबिंग ने उसकी बात काट दी, क्या तुम कहना चाहती हो कि मेरी वजह से वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं जा पा रहा? एन मैंगलैंड ने सीधा वूचैन की तरफ देखा, मिस्टर वू, अगर बुरा ना माने तो आप अभी क्या काम करते हैं? वूचैन ने कैजुअली जवाब दिया, मैं ताइवान फैशन कंपनी में मिस ली का असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर एन मैंगलैंड की आंखें खुल गई, उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा, आप मिस ली के असिस्टेंट हैं? वूचैन ने सीधा जवाब दिया, बिल्कुल। ये सुनते एन मैंगलैंड के पास वूचैन को और मनाने की कोई वजह ही नहीं बचे, उसने बस दिखावा किया कि वो मान गई है। इसी बीच वूचैन खड़ा हुआ, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, तुम लोग खाना कंटिन्यू करो, और वो वहाँ से चला गया। जैसे ही डिनर का मेन कैरेक्टर टेबल से गया, एन मैंगलैंड ने तुरंत अपना असली अटैक शुरू कर दिया। अगर मिस्टर वू म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं आए तो सिर्फ उनका ही नहीं, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री का नुकसान होगा। अगर मिस ली वाकई उनकी भलाई चाहती है तो उन्हें समझाना चाहिए। ली रूबिंग ने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, अगर तुम वूचैन को समझा या कंट्रोल कर सकती तो आज हमारे साथ डिनर नहीं कर रही होती। शेरनी के इंस्टिंक्ट एकदम एक्टिव हो चुकी थी। ली रूबिंग ने सीधा एन मैंगलैंड की आंखों में देखते हुए पूछा, मिस एन, मैं तुम्हें ज्यादा टाइम से नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरे वूचैन में काफी इंटरेस्टेड हो। ये सुनते ही सनसोंग शर्मा गए, उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस ली इतनी सीधी बात बोल देगी। एन मैंगलैंड थोड़ी ऑकवर्ड हो गई, मिस ली आप गलत समझ रही है, मैं सिर्फ उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करती हूँ, मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है। लेकिन ली रूबिंग पीछे हटने वाली नहीं थी, उसने हल्का सा मुस्कुराकर एक और डेंजरस सवाल पूछा, अच्छा तो ऐसा है तो फिर तुम उसके साथ मर्द और औरत का रिश्ता कब बनाओगी? ये सुनते एन मैंगलैंड एक पल के लिए चुप हो गई। सनसोंग तो इतनी नर्वस हो गई कि उसने सीधा नजरें ही झुका ली, उसने अपनी ड्रेस को जोर से पकड़ लिया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, सीनियर की गर्लफ्रेंड तो सच में बहुत ही स्कैरी है। लेकिन एन मैंगलैंड भी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, उसने सीधा जवाब दिया, सच कहूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं, और जो आप कह रही है वो काफी रूड भी है। ली रूबिंग ने बेकार खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ हल्का सा इशारा किया, फिर शांत आवाज में बोली, अच्छा तो इतने सारे बॉडीगार्ड्स को बाहर खड़े रखना पोलाइट है? ये सुनते ही सनसोंग एकदम घबरा गई, वो तुरंत खड़ी हो गई और झुककर बोली, मिस ली, बॉडीगार्ड्स मैंने अरेंज किए थे, मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। ली रूबिंग भी धीरे से खड़ी हुई, उसने ठंडे लहजे में कहा, जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे एन मैंगलैंड के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई, उसकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल थी कि हवा तक भारी लगने लगी। वो बोली, मिस एन, जब तुम मेरे वूचैन को इतना पसंद करती हो तो कब मूव करने का प्लान है? एन मैंगलैंड भी तुरंत खड़ी हो गई, उसने सीधा जवाब दिया, हाँ मैं खुद उनसे मिलने आई थी, लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और डेब्यूट की बात करने, उसके साथ और कुछ करने के लिए नहीं। और वैसे भी आज हमारी पहली मुलाकात है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझ पर शक क्यों कर रही है या बिना वजह ओवरथिंक कर रही है। दोनों की पावरफुल ऑरा ऐसे टकरा रही थी जैसे दो जलती हुई आग एक दूसरे को निगलने की कोशिश कर रही हो। ली रूबिंग ने अपने हाथ फोल्ड किया और मुस्कुरा कर बोली, ठीक है तो फिर दोनों ऑनेस्टली बात करते हैं। मैं एक बार फिर पूछती हूँ, क्या तुम पूरी तरह श्योर हो कि तुम्हारा उसके साथ कभी कुछ नहीं होगा?
एन मैंगलान ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल श्योर, पूरी तरह से श्योर। लिरुबिंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे मछली खुद ही कांटे में फंस चुकी हो। वो बोली, मुझे यकीन नहीं, आखिर मेरा वूचन लोगों से घुलने मिलने में बहुत अच्छा है और उसके फैंस भी उस पर बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने सीधा एन मैंगलान की आंखों में देखकर कहा, क्यों ना हम दोनों एक बैट लगा ले। एन मैंगलान ने पूछा, बैट? किस बात की बैट? लिरुबिंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही कि तुम वूचन से प्यार करोगी या नहीं। डेडलाइन 1 महीना है, हिम्मत है तो बैट एक्सेप्ट करो या डर गई। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के बाहर वूचैन की मुलाकात वूरैंग से हो गई। उसे देखते ही वूचैन थोड़ा हैरान रह गया। वूरैंग सीधा उसके पास आई और थोड़ी गुस्से वाली आवाज में बोली, मेरे छोटे हस्बैंड, अंदर क्या चल रहा है? सनसोंग लिरुबिंग के साथ डिनर क्यों कर रही है? कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं? वूचैन ने शांत होकर समझाया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सनसोंग को लगता है कि मैं किसी शुगर मॉमी के सपोर्ट में हूँ। ये सुनते ही वूरैंग घबरा गई, क्या मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ? तो फिर लिरुबिंग वाला मामला उसे कब पता चला? वूचैन हंस पड़ा, सिस्टर वूरैंग आप क्या सोच रही है? उसे लगता है कि लिरुबिंग मेरी शुगर मॉमी है, बस इतनी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। वूरैंग के लहजे में हल्की सी जलन थी। वो बोली, समझ गई, तो फिर तुम ही सबके साथ गेम खेल रहे हो? इतनी सारी चालें? वैसे तुम एन मैंगलान को इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? वूचैन ने तुरंत कहा, सिस्टर वूरैंग गलत मत समझिए, आज मेरी और एन मैंगलान की पहली ही मुलाकात है। वूरैंग प्यार से उसकी शर्ट पकड़कर बोली, बदमाश, अभी भी एक्टिंग कर रहे हो? ठीक है, तुम पहले अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। वूचैन वापस डाइनिंग रूम में आया। अंदर आते ही उसने महसूस किया कि माहौल काफी ऑकवर्ड हो चुका है। वह हैरानी से बोला, सब इतने चुप क्यों है? क्लासमेट सॉन्ग, बताओ क्या हुआ? लिरुबिंग और एन मैंगलान दोनों मुंह फुलाए बैठी थी, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आखिर सनसोंग ने घबराते हुए बोला, शुरू ही किया था। ये एन मैंगलान खुद बीच में बोल पड़ी, मिस ली और मैंने एक बेट लगाई है। उनका कहना है कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगी और उन्होंने तो ये भी पूछ लिया है कि मैं तुम्हारे साथ कब रिलेशनशिप में आऊंगी। वूचैन एक पल के लिए रुक गया, फिर हंसते हुए बोला, अच्छा तो बेट की कंडीशंस क्या है? एन मैंगलान ने जवाब दिया, अगर मैं हार गई तो मुझे सबके सामने घुटनों पर बैठकर मिस ली से माफी मांगनी होगी। अब वूचैन को पूरी बैट समझ आ गई। उसने बस मजबूरी वाली स्माइल दी, तुम लोग भी ना कितनी बोरिंग चीजों पर बैट लगाती हो। लिरुबिंग ने भाई उठाकर कहा, बोरिंग? मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिला रही हूँ। फिर वो वूचैन के और करीब आई, तुम अभी भी मेरी बात नहीं समझते। फिर उसने सीधा एन मैंगलान की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम बैट जीतना चाहती हो तो अगले 1 महीने तक तुम दोनों का मिलना ही बंद कर दो। एन मैंगलान ने मनी मन सोचा, ये लिरुबिंग सच में कितनी मेहनत कर रही है, सिर्फ इसलिए कि मैं मिस्टर वू के करीब ना आ जाऊं। अफसोस, मुझे वैसे भी उनमें उस तरह का इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, चाहे मिस्टर वू डेब्यूट करे या नहीं, मिस सॉन्ग तो हमारे साथ म्यूजिक पर काम करती ही रहेगी, तो मिलना तो वैसे भी होगा। मुझे यकीन है हमारी कोलैबोरेशन बहुत अच्छी रहेगी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर उसने वूचैन की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर वू आप भी ऐसा ही सोचते हैं ना? वूचैन ने मुस्कुराकर उससे हैंडशेक किया, बिल्कुल, हैप्पी कोलैबोरेशन, अच्छे से मिलकर काम करेंगे। तब सनसोंग जल्दी से बोली, ये सब बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, फूड ठंडा हो रहा है। तभी रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। वूरैंग अंदर आई। अंदर आते ही वो मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, कितना लाइवली एटमॉस्फेयर है। मिस ली और मेरी बेटी साथ में डिनर कर रही है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। वूरैंग को देखते ही लिरुबिंग हल्का सा सतर्क हो गए। उसने मनी मन सोचा, लगता है असली मुश्किल अब शुरू हुई है। एन मैंगलान भी हैरान रह गए, सनसोंग की माँ ये यहाँ क्या कर रही है? अपनी माँ को देखते ही सनसोंग तुरंत उनके पास भाग गई और गले लगाकर बोली, मॉम आप यहाँ कैसे? वूरैंग ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, क्या मैं नहीं आ सकती? फिर उसकी नजर वूचैन पर पड़ी। वो मुस्कुराकर बोली, अरे लिटिल वू, तुम भी यही हो? वूचैन ने पोलाइटली जवाब दिया, हेलो प्रेसिडेंट वू। लिरुबिंग इन दोनों के असली रिलेशनशिप को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने बस चुपचाप रहना ही ठीक समझा। वूरैंग ने फिर एन मैंगलान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस एन, फिर से मुलाकात हो गई। उसके बाद वो अपनी बेटी के कान के पास जाकर धीरे से बोली, बताओ कॉन्ट्रैक्ट के बात के अलावा क्या डिस्कस हो रहा है? सनसोंग भी धीरे से फुसफुसाई, सीनियर की गर्लफ्रेंड ने मिस एन के साथ बेट लगाई है कि वो सीनियर से प्यार करेगी या नहीं। ये सुनकर वूरैंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मनी मन सोचा, लिरुबिंग के ट्रिक्स तो बस इतने ही है, मजा तो तब आएगा जब मैं भी गेम में उतरूंगी। फिर उसने अपना ग्लास उठाया, चलिए सब मिलकर एक टोस्ट करते हैं, मिस एन, सनसोंग और लिटिल वू की सक्सेसफुल कोलैबोरेशन के नाम, और सबका फ्यूचर स्मूथ रहे। सबने अपने ग्लासेस उठाए और एक ही बार में खाली कर दिए। 2 घंटे बाद सनसोंग पूरी तरह नशे में थी। वो वूरैंग के भाव में गिरती हुई बोली, मॉम सीनियर, लगता है मैं थोड़ी नशे में हूँ। वूरैंग ने प्यार से कहा, सनसोंग ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सनसोंग लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गए। मिस एन, सीनियर मैं पहले घर जा रही हूँ, नए सॉन्ग के बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे वो बाहर निकली, लिरुबिंग को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, कहीं वूरैंग कोई नई चाल चलने की प्लानिंग तो नहीं कर रही। जैसे ही रूम का दरवाजा बंद हुआ, अंदर का माहौल अचानक थोड़ा हैवी और ऑकवर्ड हो गया। वूरैंग ने बिना किसी झिझक के अपना कोट उतार दिया। फिर वो सीधा वूचैन के पास आई और प्यार से उसके गाल पर किस कर दिया। लिरुबिंग बस आंखें बंद करके अपनी जलन को चुपचाप सह गई। मुझे पता ही था, ये पागल औरत।
दूसरी तरफ एन मैंगलान ये सब देखकर पूरी तरह शॉक हो गए। उसने मनी मन सोचा, सन सॉन्ग की मॉम मिस्टर वू के साथ इतनी फ्लर्ट क्यों कर रही है, आखिर चल क्या रहा है। उसे तो ये भी लग रहा था जैसे वू रैंग जानबूझकर सबके सामने अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर रही हो। उसके दिमाग में कल से लेकर अब तक के सारे सीन्स घूमने लगे। पहले ली रुबिंग बिना किसी वजह के वूचैन के इतनी क्लोज थी और अब सन सॉन्ग की माँ भी वही कर रही है। जब से वो वूचैन से मिली थी तब से ही उसे लग रहा था कि कुछ तो अजीब है। वू रैंग प्यार से वूचैन की चिन को छूने लगी। वूचैन ने हैरानी से पूछा, सिस्टर रैंग आप क्या कर रही हैं? वू रैंग मुस्कुरा कर बोली, क्या हुआ, क्या मैं अपने लिटिल हबी को किस भी नहीं कर सकती? ली रुबिंग ने सीधा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसे यह पब्लिक अफेक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वू रैंग हंसी और बोली, वो तो जा चुकी है ना, कोई बात नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। ये देखकर एन मैंगलान एक बार फिर हैरान रह गई। लिटिल हॉबी, और सबसे बड़ी बात, ऐसे लग रहा था कि मिस ली को भी इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पहले से सब पता है। ली रुबिंग ने देखा कि एन मैंगलान अभी भी सोच में डूबी हुई है। उसने आवाज लगाई, मिसन मिसन। एन मैंगलान होश में आई, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए खो गई थी, सॉरी। ली रुबिंग ने अपनी चिन हाथ पर टिकाते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा था मेरा वूचैन औरतों के लिए बहुत डेंजरस है। ये सुनकर एन मैंगलान थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। उसने मनी मन सोचा, बिजनेस की बात करते करते पता नहीं ये सब किस डायरेक्शन में चला गया। फिर उसने खुद से कहा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद मैं मिस्टर वू से थोड़ा डिस्टेंस ही रखूंगी। दूसरी तरफ वू रैंग अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसका असली मकसद पूरा हो चुका था। उसने अपनी टेरिटरी मार्क कर दी थी। अब एन मैंगलान खुद ही वूचैन से डिस्टेंस मेंटेन करेगी। 1 महीना तो आराम से निकल जाएगा। ली रुबिंग, मैं सच में तुम्हारा हारा हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ। अगली सुबह बैंक्वेट जैसे उस डिनर मीटिंग के बाद एन मैंगलान ने आंखें खोली। वो खिड़की के पास गई और कर्टन्स खोल दिए। सुबह की धूप रूम में भर गई। उसने बाहर का नजारा देखते हुए गहरी सांस ली। शायद आज कोई नई मेलोडी या लिरिक्स लिख पाऊंगी। लेकिन आधे घंटे बाद वो मसाज चेयर पर बैठी अपना सिर पकड़े बैठी थी। उसका सिर दर्द से फट रहा था। एक भी लाइन लिख नहीं पा रही। मुझे बिल्कुल इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। वो सिर पकड़कर कहरा उठी। फिर उसने सोचा, मेरे दिमाग में तो सिर्फ मिस्टर वू ही घूम रहे हैं, ये आखिर हो क्या रहा है? उसने थोड़ी झिझक के साथ फोन उठाया। सोचा कि वूचैन को मैसेज करके म्यूजिक और कोलैबोरेशन के नाम पर मिल लेती हूँ। शायद काम की बात होगी तो दिमाग भी शांत हो जाएगा। लेकिन अगले पल उसने फोन दूर रख दिया। मनी मन चीख उठी, हाँ, लेकिन वो सच में डेंजरस भी हो सकता है। उसने ली रुबिंग की बात याद की। ये वूचैन औरतों के लिए सच में किसी जादू से कम नहीं है। वो काफी देर तक सोचती रही, तो क्या कोलैबोरेशन ही कैंसिल कर दूं? फिर उसने खुद को जवाब दिया, मैं बिना वजह क्यों गिव अप करूं? मुझे डर किस बात का है? उसकी पर्सनल लाइफ उसका मैटर है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ म्यूजिक पर कोलैबोरेट करेंगे। दूसरी तरफ ली रुबिंग ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही थी। उसने पूछा, डियर, मैं और शिनियन शॉपिंग पर जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? वूचैन अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, तुम लोग जाओ, आज मेरा थोड़ा काम है। ली रुबिंग ने तुरंत पूछा, कैसा काम? कहीं एन मैंगलान से मिलने तो नहीं जा रहे हैं? वूचैन ने बिना कुछ छुपाए जवाब दिया, हाँ, उसी से मिलने जा रहा हूँ। ली रुबिंग हैरान होकर बोली, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि वो तुमसे कांटेक्ट करेगी? कल तो वू रैंग ने जानबूझकर उसे तुमसे डिस्टेंस रखने की एक्टिंग की थी। वूचैन ने मुस्कुराकर अपना फोन उठाया, ऐसा कुछ नहीं होगा, देखो उसका फोन आ गया। ली रुबिंग ने थोड़ी नखरे वाली शक्ल बनाई, लगता है तुम उसे काफी अच्छी तरह समझते हो। वूचैन मुस्कुराकर बोला, भूल गई, मैं बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हूँ। ली रुबिंग बस मजबूरी में हंस पड़ी, ठीक है, तुम तो सब कुछ पहले से ही जानते हो, जाओ, मैं सुशिनियन के साथ शॉपिंग चली जाऊंगी। सिंचन रेस्टोरेंट के सेकंड फ्लोर पर एन मैंगलान पहले ही वहां आकर वेट कर रही थी। कुछ देर बाद वूचैन भी वहां आ गया। एन मैंगलान ने अपना मास्क नीचे किया और बोली, मिस्टर वू, मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ इस सॉन्ग के लिए गाने लिखते रहेंगे तो ये कोलैबोरेशन बहुत इनडायरेक्ट और रिस्की रहेगा। आप सीधा हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन कर लेते? वूचैन ने उसकी सीरियस एक्सप्रेशन देखी, फिर धीरे से बोला, इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अभी हम एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते भी नहीं। क्या पता मैं ऐसी कंडीशन से प्राइस रख दूं जो आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगी। एन मैंगलान थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने पूछा, ऐसी कौन सी कंडीशंस और कैसा प्राइस? वूचैन ने बिल्कुल शांत लहजे में कहा, मान लीजिए मैं अपना खुद का स्टूडियो खोलूं और मिस एन अपनी कंपनी के 50% शेयर देकर मेरा स्टूडियो एक्वायर कर ले, कैसा रहेगा? एन मैंगलान शॉक होकर बोली, मिस्टर वू, मेरी कंपनी का टैंग फैमिली से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन 3 बिलियन से भी ज्यादा है और आप म्यूजिशियन बनके ज्वाइन होते ही सीधा 50% शेयर मांग रहे हैं। मिस्टर वू, ये मजाक है। अपनी बात के बीच एन मैंगलान हल्की सी हंसी। मनी मन उसने सोचा, परफेक्ट, काम की बात करते ही मेरा दिमाग इससे बिल्कुल फ्री हो गया। लगता है कल मैं ज्यादा ही सोच रही थी, अब सब नॉर्मल लग रहा है। वूचैन ने उसका रिएक्शन देखा और मुस्कुरा कर बोला, इसलिए तो मैंने पहले ही कहा था कि आप मेरी कंडीशन कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। एन मैंगलान ने उसे देखा और मनी मन सोचा, बिल्कुल, पहले सन सॉन्ग से बात करके मुझे लगा ही था कि शायद इसका नेचर ही ऐसा है, थोड़ा ग्रीडी टाइप। वूचैन फिर सीरियस होते हुए बोला, पहले हम फ्रीलांस बेसिस पर कोलैबोरेट करते हैं। मैं एक सॉन्ग लिखूंगा और उसका वन टाइम पेमेंट ले लूंगा। वैसे मिस एन को किस टाइप का सॉन्ग पसंद है, कौन सा जॉनर है, मैं अभी इसी वक्त लिख देता हूँ। एन मैंगलान ने उसे शक भरी नजरों से देखा। उसने मनी मन सोचा, यही बैठकर सॉन्ग कंपोज कर देगा, इतना भी आसान नहीं होता।
उसके दिमाग में वूचैन के ऑनलाइन वायरल्स हुए दोनों गाने आ गए। उसने तुरंत कंक्लूजन निकाल लिया। पक्का वो गाने पहले से लिखे हुए थे और कल रात ही मुझे पता चल गया कि वूरैंग और ये लवर्स हैं। ये बस पहले से लिखा हुआ सॉन्ग निकाल कर सन सॉन्ग के सामने टैलेंट दिखाता होगा ताकि अपने लवर के सामने पॉइंट स्कोर कर सके। एन मैंगलन के चेहरे पर हल्की सी नफरत भरी स्माइल आ गई। वो बोली, ब्रदर वो अगर हमें कोलैबोरेट करना है तो एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। इतने छोटे मोटे ट्रिक्स खेलने की कोई जरूरत नहीं। ये सब नाइव लड़कियों को शायद इम्प्रेस कर दे लेकिन मुझे नहीं। वूचैन ने बिना घबराए जवाब दिया, मिस एन अगर मैं ऑनेस्ट नहीं होता तो मैं आपसे 50% इक्वालिटी मानता ही नहीं और ना ही ये कहता कि जो चाहे वही लिख देता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो अभी लिख देता हूँ। एन मैंगलन ने भी बिना पीछे हटे जवाब दिया, ठीक है अगर ब्रदर वो लाइव कंपोज करना ही चाहते हैं तो लिखिए। फिर उसने पेपर और पेन उसकी तरफ बढ़ा और हाँ इस बार मेरे लिए लिखिए, सन सॉन्ग के लिए नहीं। वूचैन ने पेन और पेपर लिया और शांति से बैठकर लिखना शुरू कर दिया। एन मैंगलन सामने बैठकर अपनी चिन हाथ पर टिकाए उसे देखने लगी। मनी मन सोच रही थी, इतने आसानी से कोई इतना पॉपुलर सॉन्ग कैसे लिख सकता है। कुछ ही देर बाद वूचैन ने पेपर उसकी तरफ बढ़ा दिया। 7 गाने लिख दिए हैं, देखिए मिस एन को जो पसंद आए वो चूज कर लीजिए। एन मैंगलन एकदम से स्टंट रह गई। 7 इतने देर में एक सॉन्ग कंपोज हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है और इसने 7 लिख दिए। उसने एक एक करके सारे सॉन्ग्स पढ़ना शुरू किए। जितना पढ़ती गई उतना ही ज्यादा शौक होती गई। सच में 7 अलग अलग गाने थे और हर एक का जॉनर बिल्कुल डिफरेंट। जैज, कंट्री, रॉक, रैप, फोल्क, एक भी दूसरे जैसा नहीं। वूचैन मुस्कुराकर बोला, मिस एन इतनी बार देख चुकी है, आप बताइए कौन सा चूज करेंगी। एन मैंगलन को अचानक महसूस हुआ कि उसका पहले वाला एटीट्यूड काफी रूड था। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हल्का सा अपना चेहरा छुपाया और धीरे से बोली, पहले इन्हें गाकर देख सकते हैं, अभी डिसाइड नहीं कर पा रही। वूचैन ने बिना झिझक जवाब दिया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एन मैंगलन ने एक एक करके 7 गाने गाकर देखे। हर गाना खत्म होने के बाद उसकी आंखों में चमक और बढ़ती गई। वो एक्साइटेड होकर बोली, लोनली नाइफ का रिदम इतना एनर्जेटिक है कि ऑडियंस जरूर एंजॉय करेगी। 3 जनरेशनल ऑफ फायरवर्क्स के इमोशनल डायलॉग्स पर मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू आर द क्वीन सिंपल शुरू होता है और धीरे धीरे एक ग्रैंड यूरोपियन स्टाइल फील देता है। कैसल ऑफ लव के लिरिक्स और मेलोडी इतनी इनोसेंट और क्यूट है। प्लीज डोंट लुक बैक में जबरदस्त रॉक एंड रोल वाइब है। गैलेक्सी रैप के थ्रू एक नई साइफाई स्टोरी सुनाता है और आखिरी गाना फाइनल चैप्टर एक नॉस्टैल्जिक फोक स्टाइल सॉन्ग है जो सपनों के बारे में बात करता है। जो मैं गाती हूँ वही मेरी असली पहचान है। ये गाना गाते गाते एन मैंगलन की आंखें भर आई। उसने मनी मन सोचा, शायद यही मेरा आखिरी मौका है। बचपन में बिना किसी टेंशन के म्यूजिक का सपना देख सकती थी लेकिन अब पापा की तबीयत खराब होती जा रही है। फैमिली बिजनेस भी मुझे संभालना पड़ेगा। शायद फ्यूचर में मुझे कभी अपने म्यूजिक के सपने पूरे करने का मौका ही ना मिले। वूचैन ने देखा कि वो कहीं खो गई है। उसने धीरे से पूछा, मिस एन डिसीजन ले लिया। एन मैंगलन के चेहरे पर खुशी आ गई। वो बोली, हाँ मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मुझे 7 गाने चाहिए। इन सबको मिलाकर एक एल्बम बनाएंगे और उस एल्बम का नाम होगा फाइनल चैप्टर। ये कहने के बाद एन मैंगलन सीधी खड़ी हुई। उसने गहरा झुककर वूचैन को सैल्यूट जैसा वो किया और जोर से बोली, ब्रदर वो सबसे पहले मुझे आपसे माफी मांगनी है। मैंने आपके एबिलिटी पर शक किया, ये मेरी गलती थी। आप सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी म्यूजिशियन है जिसे मैं कभी मिली हूँ। मेरे पहले वाले रूड वर्ड्स के लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। वूचैन ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने उसके पास जाकर उसे सीधा खड़ा किया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी अपोलॉजी एक्सेप्ट करता हूँ। एन मैंगलन तुरंत उठकर 2 वाइन के ग्लासेस ले आई। आइए ब्रदर वो इस एल्बम के जन्म के लिए एक टोस्ट हो जाए। दोनों ने मुस्कुराकर ग्लासेस टकराए। धीरे धीरे वाइन का असर चढ़ने लगा और बातें म्यूजिक से शुरू होकर बहुत दूर तक पहुंच गई। थोड़ी देर बाद एन मैंगलन ने पूछा, ब्रदर वो एक बात पूछूं, आप और मिसली की मुलाकात कैसी हुई? वूचैन हल्का सा मुस्कुराया, वो कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एन मैंगलन भी मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहते तो रहने दीजिए, वैसे भी मैं ये नहीं पूछना चाहती थी। वूचैन ने क्यूरियस होकर पूछा, तो फिर मिस एन क्या पूछना चाहती हैं? इस वक्त एन मैंगलन के गालों पर शराब की हल्की सी लाली आ चुकी थी। वो धीरे से बोली, ब्रदर वो आज रात आपका कोई और प्लान है? आप आज रात घर जा रहे हैं? ये सुनकर वूचैन थोड़ा हैरान रह गया। आज रात? मनी मन उसने सोचा, लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। एन मैंगलन ने धीरे से समझा, एक्चुअली मैं आपसे म्यूजिक के बारे में और बात करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इन सॉन्ग्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं और मेरी सिंगिंग की जो मिस्टेक्स है वो भी बता सकते हैं? वूचैन ने उसकी सिंसियर एक्सप्रेशन देखी। वो मना नहीं कर पाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनते ही एन मैंगलन बहुत खुश हो गई। सच बहुत अच्छा। वो तुरंत पियानो के पास जाकर बैठ गए। प्रैक्टिस करते वक्त कुछ नोट्स गलत बज गए। वूचैन उसके पास आया। उसने हल्का सा उसकी उंगलियों की पोजीशन ठीक करते हुए कहा, यहाँ इस तरह बजाना चाहिए। एन मैंगलन एक पल के लिए चुप हो गए। उसके दिल में अजीब सी फीलिंग उठने लगी। उसने धीरे से ऊपर देखा और हल्की सी आवाज में कहा, वूचैन। फिर उसने प्यार से उसके गाल पर एक छोटा सा किस कर दिया। वूचैन थोड़ा हैरान हुआ लेकिन उसने उसकी इस प्यारी सी जेस्चर को मना भी नहीं किया। शराब के असर में एन मैंगलन के दिमाग में अजीब अजीब सपने चलने लगे। सपने में एन मैंगलन ने उसे बिस्तर पर दबाया और जबरदस्ती किस किया। संगीत की दुनिया में सिर्फ हम दोनों हैं, सिर्फ हम दोनों।
कुछ देर बाद एन मैंगलान शर्माते हुए बोली, ब्रदर वो सॉरी, शायद मैं थोड़ी सी ज्यादा पी गई हूँ। उसके दिमाग में बार बार वही सीन घूम रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था जो कुछ उसने महसूस किया वो सच था या सिर्फ उसका नशा और इमेजिनेशन। वूचैन ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप पियानो के सामने बैठ गया और एक नई मेलोडी बजाने लगा। एन मैंगलान ने ध्यान से सुना और बोला, ये मैंने पहले कभी नहीं सुनी। उस मेलोडी में इतनी शांति थी कि उसके दिल की सारी टेंशन, सारी परेशानियां जैसे धीरे धीरे गायब होने लगी। वो हर एक सुर में खो गई और पता ही नहीं चला कब उसकी आंखें बंद हो गई। वो वही गहरी नींद में सो गई। वूचैन ने उसकी तरफ देखा और बेचैनी से मुस्कान दी, ये तो सच में सो गई। उसने बड़े ध्यान से एन मैंगलान को उठाया और उसे आराम से उसके रूम में ले जाकर बेड पर सुला दिया। अगली सुबह एन मैंगलान धीरे धीरे नींद से जागे। उसने आंखें मलते हुए सोचा, कल मैं शायद बहुत ज्यादा पी गई थी। फिर उसने आसपास देखा, मैं बेड पर कैसे आ गई। उसने अचानक महसूस किया कि उसके कपड़े बदले हुए थे। वो घबराकर ब्लैंकेट हटाकर देखने लगी और जोर से चिल्लाई, ओह नो, मेरे कपड़े किसने बदले। उसे अचानक वूचैन की याद आई। नशे में होने के बावजूद उसे याद था कि वूचैन ने उसे घर वापस लाया था। क्या हमारे बीच कुछ हुआ था? लेकिन मुझे ठीक ठीक कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या हमने कोई खास कदम उठाया था? तभी रूम के बाहर से वूचैन की आवाज आई, ओ तुम जाग गई, ब्रेकफास्ट रेडी है। वूचैन की आवाज सुनती एन मैंगलान का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत सोचा, वो घर पर ही था, वो कल रात गया नहीं था। इसका मतलब है कि कल रात। उसने हकलाते हुए पूछा, मिस्टर वू, क्या हमने कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था? वाह, मुझे पता था कि यह दिन आएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा वूचैन एन मैंगलान के साथ इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जब वूचैन ने मैंगलान के लिए सब कुछ रेडी कर दिया, तभी अचानक दरवाजे पे नॉक हुआ। रूम सर्विस, प्लीज दरवाजा खोलिए। रूम के अंदर मैंगलान ने जल्दी से अपना रोब और टाइट करते हुए जवाब दिया, बस आ रही हूँ, एक सेकेंड। लेकिन वूचैन को कुछ गड़बड़ लगी। एक मिनट, ब्रेकफास्ट तो अभी डिलीवर हो चुका था, फिर ये रूम सर्विस दोबारा क्यों आई? जब तक वो सोच ही रहा था तब मैंगलान तेजी से दरवाजा खोलने चली गई। वूचैन ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोला, मिसन दरवाजा मत खोलिए, ये पापाराजी वाले कुत्ते हैं। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे दरवाजा खुला, हुडी पहने एक मिस्टीरियस आदमी सामने खड़ा था। हाथ में कैनन कैमरा था और वो लगातार फोटोज क्लिक कर रहा था। पर वूचैन पहले इस पॉसिबिलिटी के लिए रेडी था। उसने तुरंत अपना आईफोन निकाला, फ्लैश ऑन की और उस पापाराजी की काउंटर फोटो खींच ली। उसे देखते ही मैंगलान घबरा गए। उसने तुरंत रिएक्ट करते हुए जोर से दरवाजा बंद कर दिया। डैम इट, ये ट्रैप था, ये पापाराजी थे। रूम के अंदर वापस आते ही उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कल रात में वूचैन के साथ रूम में थी। जैसे उसे मिसली की याद आई, उसका दिल और तेज धड़कने लगा। अगर मिसली ने आर्टिकल देख लिया और हमारी वो बेट याद आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वूचैन ने देखा कि मैंगलान वही शॉक में खड़ी है। वो मुस्कुराते हुए बोला, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, ठंडा हो जाएगा। उन पापाराजी की टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। लेकिन ये सुनने के बाद भी मैंगलान बिल्कुल चुप रही। उसका चेहरा उदास था और आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। वूचैन ने तुरंत अपने छोटे भाई ली राउटाई को फोन लगाया। मैंने तुझे एक फोटो भेजी है, यह आदमी अभी होटल से निकला है, अभी तक डोंगाई से बाहर नहीं गया होगा, उसे पकड़ लो। ली राउटाई ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए जवाब दिया, रॉजर दैट ब्रदर इन लॉ, छोटा सा काम है। फोन रखने के बाद वूचैन ने फिर मैंगलान को तसल्ली दी, टेंशन मत लो, वो डोंगाई से बाहर नहीं जा पाएगा, आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। मैंगलान ने उदासी भरी आवाज में कहा, थैंक यू मिस्टर वू। लेकिन उसके दिल में अजीब सी कसक थी। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी प्रॉब्लम की वजह से वूचैन भी उसी मुसीबत में फंस गया था। वूचैन उसके एक्सप्रेशन देखकर सब समझ गया। हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी हेडलाइंस में आने का कोई शौक नहीं। लगभग 1 घंटे बाद ली राउटाई का फोन आया, ब्रदर इन लॉ, हमने उसे पकड़ लिया है। लेकिन उसकी हिचकिचाहट सुनकर वूचैन ने पूछा, पकड़ लिया तो फिर क्या हुआ? ली राउटाई गुस्से से बोला, साला पकड़ने से पहले ही लैपटॉप खोलकर सब कुछ भेज चुका था, पूरा डाटा अपलोड हो गया। गुस्से में उसने उस पापाराजी को 2-4 लात भी दे मारी। उसने उसका एम्प्लॉय आईडी को देखते हुए ली राउटाई बोला, इसके पेपर्स के हिसाब से इसका नाम यांग पिंग है, ये सर्गे स्टूडियो का आदमी है, आप क्या करोगे ब्रदर इन लॉ? ये नाम सुनते मैंगलान का चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ गया। हम तो गए, हम बिल्कुल गए, सर्गे स्टूडियो डोंगाई में क्या कर रहा है? वूचैन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तो ये सर्गे स्टूडियो का काम है। उसे याद आया कि शंघाई में देश के नंबर 1 पापाराजी पांगी ने इस स्टूडियो की फॉर्मेशन रखी थी। इस स्टूडियो ने कई बड़े स्टार्स के स्कैंडल एक्सपोज किए थे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी इन्फ्लुएंस रखता था। पैंगी का संबंध पैंग फैमिली से था और एन फैमिली भी शैंगचिंग सिस्टम का एक पावरफुल हिस्सा थी जो ज्यादातर ओवरसीज बिजनेस हैंडल करती थी। पिछले कुछ सालों में एन फैमिली ने डोमेस्टिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली थी। हिजोंग मीडिया के सपोर्ट से उनका एंटरटेनमेंट ग्रुप इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंपटीटर बन चुका था। लगता था सर्गे स्टूडियो इस इंसिडेंट का यूज करके एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनाना चाहता था। लेकिन अफसोस इस बार उन्होंने गलत आदमी को छेड़ दिया था। वूचैन की आंखों में ठंडी सी चमक आई। पैंगी, तुमने गलत वक्त पर गलत इंसान से पंगा ले लिया। दूसरी तरफ पैंगी आराम से लॉलीपॉप पीते हुए बैठा था, तभी उसका फोन बजा। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से वूचैन की ठंडी हंसी सुनाई दी। मेरी फोटो तो देख चुके हो, अब पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? बॉस पैंग, अगर वो फोटो डिलीट कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं, वरना
धमकी सुनते ही पेंगी भी तीखे लहजे में बोला, मुझे धमकी दे रहे हो? मिस एन ने काफी स्मार्ट मूव किया है, लेकिन तुम होते कौन हो? वूचैन शांत आवाज में बोला, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी फोटो मीडिया में कभी ना आए। पेंगी ने दांत बीचते हुए पूछा, साले आखिर हो कौन तुम? वूचैन ने सीधा जवाब दिया, मेरा नाम वूचैन है, जो कहना था वो कह दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फोन कट होते पेंगी के दिल में अजीब से बेचैनी पैदा हो गई। वो धीरे से सोचने लगा, वूचैन ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था लगता है कोई आम आदमी नहीं है। मैंगलन ने वूचैन और पेंगी की पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी। उसका एक्सप्रेशन और सीरियस हो गया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पेपरजी को धमकाना एक बहुत बड़ा टाबू माना जाता था। फिर उसने खुद को समझाया, छोड़ो मिस्टर वू वैसे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं। वो धीरे से बोले, मिस्टर वू आप अब क्या करने वाले हो? वूचैन ने बिल्कुल शांत रहकर जवाब दिया, सब ठीक है, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। मैंगलन ने देखा कि वूचैन बिल्कुल शांत था। उसने सोचा, आज के जमाने में एंटरटेनमेंट न्यूज को वायरल होने में सिर्फ कुछ मिनट्स लगते हैं और ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रहा। वो बोली, मिस्टर वू शायद आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नहीं समझते। ऐसा करिए, मैं किसी को सरगे स्टूडियो से कांटेक्ट करने के लिए बोलती हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वूचैन ने उसे रोक दिया, तुम वो फोटो वापस ला सकती हो। ये सुनते मैंगलन चुप हो गई। वूचैन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मिस एन तुम खुद भी श्योर नहीं हो, लेकिन मैं श्योर हूँ, इसलिए ये सब मुझे हैंडल करने दो। तभी बाहर से ली रूबिंग की आवाज आई, मिस एन मेरा वूचैन अंदर है क्या? ली रूबिंग की आवाज सुनते मैंगलन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने शर्माते हुए सोचा, मिस ली रूबिंग इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर ये यहाँ क्या कर रही है? वूचैन तुरंत दरवाजा खोलने भागा और बड़ी सी स्माइल के साथ अपनी लायनेस का वेलकम किया। जैसे ली रूबिंग ने अपने हस्बैंड का चेहरा देखा, वो हल्का सा ताना मारते हुए बोली, ओहो हो सब लोग यही हैं। जैसे ली रूबिंग और मैंगलन एक दूसरे के सामने आए, दोनों की नजरें टकरा गई, मानो बिना कुछ कहे ही जंग शुरू हो गई हो। मैंगलन थोड़ी नर्वस थी, आखिर सामने मेन वाइफ खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में ना डर था ना ही कमजोरी। ली रूबिंग इसे देखकर बिल्कुल काम रही है, पहली बार नहीं था। उसने हल्की सी जीभ क्लिक करते हुए कहा, मेरे प्यारे मिस्टर वो कल रात यहाँ अच्छी नींद आई? ये सुनते ही मैंगलन शर्म से पानी पानी हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपना चेहरा कहाँ छुपा है, पर वूचैन ने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, हाँ काफी ठीक थी। ली रूबिंग ने फिर पूछा, और बेड कंफर्टेबल था? वूचैन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ घर वाले बेड से ज्यादा फर्क नहीं था। ली रूबिंग ने उसकी तरफ तीखी नजरों से देखा, तो मतलब वूचैन ने वाकई यहाँ रात गुजारी? अब ली रूबिंग मजाक के मूड में नहीं थे। उसने सीधा सवाल पूछ दिया, मिस एन तुम दोनों कल रात साथ सोए थे? मैंगलन का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो हकलाते हुए बोली, मैं कल नशे में थी, मुझे कुछ याद नहीं। ये सुनते ही ली रूबिंग थोड़ी गुस्से में आ गई, क्या मतलब याद नहीं? याद नहीं का क्या मतलब होता है? मैंगलन भी घबरा कर बोली, अरे याद नहीं मतलब याद नहीं, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। देखो ना मैं इतनी ऑनेस्टली बता रही हूँ, आप इतनी गुस्से में क्यों बोल रही हैं? वूचैन ने देखा कि मैंगलन बुरी तरह प्रेशर में आ गई थी। वो तुरंत बीच में आ गया, यहाँ सिर्फ एक रूम ही है, मैं उसके साथ एक ही रूम में नहीं सोया, और वैसे भी तुम यहाँ सिर्फ ये पूछने नहीं आई हो ना। ली रूबिंग ने वूचैन का चेहरा देखा। उसका डेटिंग हिस्ट्री तो ग्रेट वॉल जितना लंबा था। बोरिंग? मुझे तो बिल्कुल बोरिंग नहीं लग रहा। एक औरत के साथ पूरी रात गुजर और फिर बोलो कि कुछ भी नहीं हुआ। एन मैंगलन ये सब देखकर बिल्कुल कंफ्यूज थे। उसने सोचा, है वूचैन दूसरे रूम में सोया था? उसकी लव लाइफ चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन वो इस तरह की बात पर झूठ बोलने वाला इंसान नहीं लगता। शायद सच में दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। ली रूबिंग ध्यान से मैंगलन के एक्सप्रेशन ऑब्जर्व कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, कल रात कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है, चाहे एक बेड शेयर ना की हो, लेकिन हद से ज्यादा क्लोज जरूर आए होंगे। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। फिर वो बोली, मिस एन अब तो प्रूव हो गया ना कि मैंने हमारी बेट जीत ली। मैंगलन ने तुरंत मना कर दिया, नहीं अभी आप नहीं जीती। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अगर मेरे और वूचैन के बीच में कुछ नहीं हुआ तो सिर्फ एक किस्से ये प्रूव नहीं होता कि मैं उसे प्यार करती हूँ। वो तो बस म्यूजिक और उस वक्त के एक्साइटमेंट की वजह से हो गया था। ली रूबिंग ने उसका एक्सप्रेशन देखकर हल्की सी मुस्कान दी। उसने सोचा, इस बार इसकी आवाज में पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा है, बैट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी एटीट्यूड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त ली रूबिंग को लग रहा था कि उसे मेन वाइफ का अथॉरिटी दिखाना चाहिए। जो भी कॉन्कुबाइन बने उसे तमीज और डिसिप्लिन सीखना ही पड़ेगा। छोटी बहन को शुरू से ही सिखा देना चाहिए। ली रूबिंग मनी मन हंस पड़ी। वूचैन के पास इतनी सारी औरतें, एक और आ जाए या एक कम हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी को मिस्ट्रेस बनना है तो उसे मिस्ट्रेस की तरह ही रहना होगा। हुरेंग जैसी एक अजीब लड़की ही काफी है। ली रूबिंग बड़े अथॉरिटी के साथ कुर्सी पर बैठ गई। ठीक है, अभी मैं नहीं जीती ना तो फिर हमारी बैट कंटिन्यू रहेगी। मैंगलन ने तुरंत टॉपिक बदल दिया, वैसे मिस ली आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। फिर एन मैंगलन ने मेन वाइफ को सारी बात बता दी, कैसे पेपरजी ने उसकी और वूचैन की कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज ले ली थी, जबकि असल में दोनों बिल्कुल इनोसेंट थे, लेकिन वो पापराजी जरूर अफवाह फैलाएंगे। मिस ली जब सोशल मीडिया पर ये सब देखो तो प्लीज सीरियसली मत लेना। मैंगलन जानती थी कि ली फैमिली बहुत पावरफुल थी। पापराजी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते, शायद वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ली रूबिंग ने वूचैन की तरफ मुड़कर पूछा, हनी तुम क्या करने वाले हो? वूचैन ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगा।
लिरुबिंग ने देखा कि उसका आदमी खुद सब संभाल रहा है, इसलिए उसने ज्यादा इंटरफियर करने का ठीक नहीं समझा। एन मैंगलान लिरुबिंग को सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखती रही। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, इसके बॉयफ्रेंड की फोटो दूसरी औरत के साथ वायरल होने वाली है, इसकी रेपुटेशन भी अफेक्ट होगी, फिर भी यह बिल्कुल टेंशन में नहीं है। तभी वूचन इंटरनेट स्क्रॉल करते हुए बोला, पैंगी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया है, ये तो थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है। ये देखते एन मैंगलान घबरा गए। उसने फोन देखते हुए कहा, अगस्त 2 तो अभी 1 हफ्ता दूर है। लिरुबिंग ने बिल्कुल शांत लहजे में कहा, 1 हफ्ता? लगता है हमारे वूचन जल्दी हेडलाइंस में आने वाला है। वूचन आराम से बैठा उन दोनों के एक्सप्रेशन देख रहा था। वो मुस्कुरा कर बोला, छोटी सी बात है, टाइम आने पर पैंगी खुद मुझे फोन करेगा। मिस एन, पेपरजी की बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर एल्बम डिसाइड हो चुका है तो चलो रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। मैंगलान ने सिर हिला दिया, ठीक है, लेकिन डोंगाई में रिकॉर्डिंग करनी है तो हमें मिस सॉन्ग के घर जाना होगा। उन्होंने पहले कहा था कि उनके घर का रिकॉर्डिंग सेटअप डोंगाई में सबसे बेस्ट है। वूचन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो चलो क्लासमेट सॉन्ग के घर। ये देखकर लिरुबिंग उठकर आई। उसने प्यार से वूचन के गाल पर एक किस की और बोली, हनी तुम दोनों अपना काम करो, मैं जिनफू जाकर सुशिनियन से मिल लेती हूँ। दूसरी तरफ पैंगी को कुछ अजीब सा फील हुआ। उसने वूचन के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए फोन उठाया। उसने लाओ ज़ैंग को फोन लगाया, तुमने पहले कहा था ना कि डोंगाई में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें पता ना हो, तो बताओ ये वूचन आखिर है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है? लाओ ज़ैंग ने सीधा जवाब दिया, बॉस पैंग, अगर तुम्हारा वूचन के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जितनी जल्दी हो सके क्लियर कर लो, वरना उसे टकराने की गलती मत करना। ये सुनते ही पैंगी थोड़ा सीरियस हो गया। उसने मन ही मन सोचा, ये ज़ैंग तो सिर्फ ली राउटर को ही रिस्पेक्ट देता था, अब ये वूचन को भी वैसे ही ट्रीट कर रहा है। इस आदमी को और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। फिर उसने हंसकर कहा, तुम क्या बात कर रहे हो, मेरा और वूचन का बस छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ कि कहीं किसी बड़े आदमी को ऑफेंड तो नहीं कर रहा। लाओ ज़ैंग ने इशारे में कहा, अगर सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जाकर माफी मांग लो। आज के डोंगाई में ली राउटर को भी एक कदम पीछे हटना पड़ता है और उसका ब्रदर इन लॉ वूचन सबसे मुश्किल इंसान है। ये सुनते ही पैंगी का चेहरा बदल गया। वूचन वो ली राउटर का ब्रदर इन लॉ है और लिरुबिंग उसकी गर्लफ्रेंड है। लाओ ज़ैंग ने कहा, बिल्कुल। फोन कट होते ही पैंगी थोड़ी हंसा। अगर वो लिरुबिंग का बॉयफ्रेंड हो तो फिर डरने की क्या बात है। मेरे पास प्रूफ है कि वूचन दूसरी औरत के साथ रात गुजार कर आया है। आप देखते हैं वो क्या करता है, डरना तो उसे चाहिए। शाम के करीब 6 बजे वूचन मिस सॉन्ग के घर रिकॉर्डिंग कर रहा था, तभी लिरुबिंग का फोन आया। हनी काम खत्म हुआ, बाद में डिनर के लिए आ जाना। वूचन ने पूछा, तुम लोग कहाँ हो? लिरुबिंग बोली, लाओपिंग रेस्टोरेंट। तभी मैंगलान बोली, वूचन तुम जाकर डिनर कर लो, हमारी टेंशन मत लो, मैं और मिस सॉन्ग थोड़ी देर और रिकॉर्डिंग करेंगे। ये सुनते ही वूचन तुरंत वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद शावड़े बाहर वेट कर रही थी। वूचन ने पूछा, अंदर क्यों नहीं आ रही? शावड़े बोली, दीदी ने बोला कि मैं यहीं आपका वेट करूं। दूसरी तरफ पैंगी वूचन और शावड़े की फोटो देख रहा था। उसने कहा, ये लिरुबिंग है, इसकी औरत तो रूमा से बिल्कुल अलग लग रही है, इसमें डरने वाली क्या बात है? फिर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, 1 मिनट, अगर वूचन एन मैंगलान के साथ अफेयर कर सकता है तो दूसरी औरतों के साथ भी कर सकता है। शायद ये औरत लिरुबिंग नहीं है, फाइल्स चेक करता हूँ। कुछ देर बाद उसकी आंखें चमक उठी, बिंगो, ये वाकई लिरुबिंग ही है, जैसे मैंने सोचा था। मैं कितना स्मार्ट हूँ। उसने तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, फोटोज लेते रहो, अगर प्राइवेट रूम में भी चले जाए तब भी किसी न किसी तरीके से फोटोज चाहिए। जैसे वूचन और शावड़े डाइनिंग हॉल में घुसे, अंदर काफी लाइवली एटमॉस्फेयर था। उसकी सारी डार्लिंग दोपहर से ही उसका वेट कर रही थी। टियान टियान सबसे पहले चिल्लाई, अभी आ गए। सुशी ने नखरे से बोली, सिस लिरुबिंग, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ऑर्डर करो। लिरुबिंग हंसी, ठीक है लिटिल सिस्टर। कितना प्यारा फैमिली सीन था, सब एक साथ डिनर के लिए जमा हुए। तभी अचानक लिरुबिंग के पास रिपोर्ट आई, मैडम घर के आसपास 2 पेपरजी पकड़े गए हैं। लिरुबिंग थोड़ी परेशान हो गई। तब वूचन मुस्कुरा कर बोला, सिर्फ 2 ही नहीं, लाओपिंग के साइड पर भी कुछ लोग छुपे हुए हैं। वूचन का इशारा समझते ही लिरुबिंग ने तुरंत ऑर्डर दिया, इस क्लब के आसपास जितने भी हाउंड छुपे हुए हैं सबको पकड़कर मेरे सामने बांध दो। थोड़ी देर में लिरुबिंग के आदमियों ने छुपे हुए सारे पेपरजी पकड़ लिए। वूचन उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराया, मैं बेट लगाता हूँ उनका बॉस अब मुझे फोन करने ही वाला है। लिरुबिंग हैरान होकर बोली, हनी क्या इन सब के पीछे पैंगी ही है? वूचन ने शांत होकर सिर हिला दिया, हाँ, जैसे उसने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। पैंगी ने खुद ही फोन कर दिया, मिस्टर वू आप वाकई कमाल के आदमी निकले। वूचन ने आराम से जवाब दिया, बस थोड़ा बहुत, बोलो पैंगी क्या बात है? दूसरी तरफ से पैंगी बोला, मुझे लगता है हमें अभी इसी वक्त मिलकर बात करनी चाहिए, इमीडिएटली। ये सुनते ही वूचन मन ही मन हंसा, अभी भी इतना एटीट्यूड? मैं अपनी गर्ल्स के साथ डिनर कर रहा हूँ और ये मुझे अभी मिलने बुला रहा है। इसलिए वूचन ने सीधा मना कर दिया, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं डिनर कर रहा हूँ, कल बात करेंगे। फोन कट होती पैंगी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। साला मेरे ऊपर फोन काट दिया, कितना एरोगेंट है, बस एक औरत के सहारे जीने वाला आदमी इतना अकड़ रहा है। ठीक है, कल ही से ही मैं भी देखूंगा तेरा ये एटीट्यूड कितनी देर तक टिकता है। लिरुबिंग बोली, हनी कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वूचन मुस्कुराए, लिरुबिंग बाकी लोगों की तरह मत सोचो, मुझे उसे डील करने की जरूरत ही नहीं, बल्कि मुझे उसकी जरूरत है। पैंगी की इंटेलिजेंस कलेक्ट करने की एबिलिटी, उसका पेशेंस, उसका कॉशन और उसकी हिम्मत, ये सब क्वालिटीज मेरे काम की है।
ये सुनकर लिरुबिंग हैरान रह गया। उसे तब समझ आ गया वूचन तो उन पापाराजी को रिक्रूट करना चाहता था। वूचन ने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा। अब देखते हैं यहाँ बैठी हुई ब्यूटीज की पावर। सुशिनिन एक्साइटमेंट से बोली, हनी मुझे क्या करना है? टियान टियान भी तुरंत बोली, मैं भी हेल्प करूंगी। लिरुबिंग ने हाथ बांधते हुए कहा, आप सस्पेंस मत बनाओ, सीधा बताओ। वूचन हंस पड़ा। टियान टियान, सुशिनिन, शाउडे इधर आओ और मुझे एक किस दो। ये सुनते तीनों लड़कियां खुशी से चमक उठी। ऐसा मौका रोज थोड़ी मिलता था, इसलिए तीनों ने बिना देरी किया उसके पास आकर प्यार से उसके गाल पर किस कर दिया। लिरुबिंग ने देखा कि उसका नाम ही नहीं लिया गया। वो थोड़ी जेलस होकर बोली, अहम और मेरा क्या? वूचन हंसकर बोला, ऑफ कोर्स तुम भी, तुम्हारा रोल तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम्हें इन तीनों के मुझे किस करते हुए फोटोज लेनी होगी। ये सुनकर लिरुबिंग एकदम चुप हो गई। तीनों छोटी सिस्टर्स खुशी खुशी अपना काम कर चुकी थी। बड़ी बहन होने के नाते लिरुबिंग बस चुपचाप सब देखती रही। उसने हार मानते हुए पूछा, अब बताओगे भी आखिर प्लान क्या है? वूचन उसके कान के पास जाकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अगर अभी बता दिया तो सबको पता चल जाएगा। लिरुबिंग ने उसके कंधे पर हल्का सा थप्पड़ मारा, तुम ना बिल्कुल बदमाश हो। फिर सीन शिफ्ट हुआ चिन्युआन टी हाउस। पेंगी और वूचन सामने बैठकर चाय पी रहे थे। पेंगी ने पहले बात शुरू की, मिस्टर वो मेरे आदमियों को छोड़ दीजिए। वूचन ने आराम से चाय का घूंट लिया, जरूर, लेकिन पहले तुम भी थोड़ी सिंसियरिटी दिखाओ। पेंगी ने सिचुएशन की सीरियसनेस समझे बिना फिर धमकी दी, मिस्टर वो आप नहीं चाहेंगे कि मिस लिरुबिंग वो फोटोज देखे? वूचन ने बिना एक्सप्रेशन बदले चाय पीते हुए पूछा, मेरे और एन मैंगलान की फोटोज? पेंगी ने सख्त लहजे में कहा, ऐसी चीजों को इतने आसानी से डिनाई नहीं किया जा सकता। ये कहकर उसने फोन निकाल लिया। वूचन ने भी अपना फोन निकाला, फिर मुस्कुरा कर बोला, जिस चीज की तुम बात कर रहे हो वैसी चीज, ये वाली। उसने फैमिली डिनर के वक्त वाली नई फोटोज दिखा दी। फोटोज देखते ही पेंगी हैरान रह गया। उसने सोचा, मैं सही था, ये आदमी वाकई लिरुबिंग के पीछे दूसरी लड़कियों के साथ घूमता है, लेकिन ये बिल्कुल भी डरा हुआ क्यों नहीं है? वूचन ने उसके पैर को हल्की सी ठोकर मारी, बताओ तुम्हारा फोटो ज्यादा डेंजरस है ये वाली जो मैंने अभी लिरुबिंग को भेजने वाला है? पेंगी अंदर ही अंदर सोचने लगा, क्या ये पागल है? वूचन हल्का सा मुस्कुराया, अच्छे से देख लिया। इतना कहकर उसने सेंड बटन दबा दिया। फोटो सीधा लिरुबिंग को चली गई। पेंगी को अभी तक सामने बैठे आदमी की असली ताकत का अंदाजा ही नहीं था। वो हंसी उड़ाते हुए बोला, मिस्टर वो ड्रामा करने की जरूरत नहीं, आप ये फोटो मिस ली का भेज ही नहीं सकते, आप झूठ बोल रहे हैं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वूचन ने तुरंत लिरुबिंग को फोन लगा दिया, हेलो लिरुबिंग, फोटोज देखिए। अब पेंगी चुप हो गया। उसे सिर्फ जवाब का इंतजार था। फोन के दूसरी तरफ से लिरुबिंग हंसी, इसमें देखने जैसा क्या है, बस तुम और कुछ लड़कियों की फोटोज ही तो हैं। वैसे भी कल ये फोटो मैंने ही तो तुम्हारे लिए खींची थी। ये सुनते पेंगी के होश उड़ गए। होली क्रैप, कुछ लड़कियां? इस एक सेंटेंस में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी थी। मतलब लिरुबिंग को वूचन की दूसरी औरतों के बारे में सब पहले से पता है और वो इस बात को एक्सेप्ट भी करती है। तो चाहे वूचन और एन मैंगलान के बीच सच में कुछ होता भी, तब भी वो उस फोटो से वूचन को बिल्कुल थ्रेटन नहीं किया जा सकता था। फोन पर लिरुबिंग बोले, हनी अगर और कुछ नहीं है तो मैं फोन रखती हूँ, कंपनी में बहुत काम है। वूचन ने प्यार से जवाब दिया, ठीक है, अपना ध्यान रखना। फोन रखने के बाद उसने सीधा पेंगी की तरफ देखा। एक बात याद रखना, मुझे धमकी देने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और जो लोग मुझे धमकी देते हैं उनका अंजाम आमतौर पर अच्छा नहीं होता। ये सुनते ही पेंगी के माथे पर पसीना आ गया। उसने मन ही मन सोचा, बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज आम लोग जैसे बिल्कुल नहीं होते। मैं सोच रहा था लिरुबिंग को यूज करके वूचन को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन लगता है इस बार मेरी कैलकुलेशन ही गलत निकली। अब पेंगी को समझ आ गया था, अगर मैंने वूचन को ऑफेंड किया तो मतलब टैंग फैमिली को ऑफेंड किया। एक तरफ हांगकांग की एन फैमिली पहले ही नाराज है, और अब अगर टैंग फैमिली भी दुश्मन बन गई तो जिस दिन मैं दुनिया से गायब हो जाऊंगा वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा। ये सोचकर पेंगी तुरंत खड़ा हो गया। अब उसका एटीट्यूड पूरी तरह बदल चुका था। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर उसने चाय डालते हुए कहा, मिस्टर वो, लगता है हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आइए चाय लीजिए। मैं आपको जो मेंटल और साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है उनका कॉम्पेंसेशन देने के लिए तैयार हूँ। वूचन ने शांत आवाज में पूछा, और मिस एन का उसका कॉम्पेंसेशन कैसे करोगे, पैसों से? ये सुनते पेंगी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा तो बात पैसों की है, ये तो आसान है। वो तुरंत बोला, मिस्टर वो, आप अमाउंट बता दीजिए। वूचन कुछ पल सोचता रहा, बॉस पेंग, तुम्हारी पर्सनल एनुअल इनकम 100 करोड़ से भी ज्यादा है ना? ये सुनते पेंगी फिर से शॉक हो गया। होली क्रैप, इसने मेरी इनकम तक इन्वेस्टिगेट कर ली। अब ये मुझसे कितने पैसे निकलवाना चाहता है? वो थोड़ा घबरा कर बोला, मिस्टर वो, मेरे पास इतना लिक्विड कैश नहीं है। ये सुनते ही वूचन जोर से हंस पड़ा, बॉस पेंग, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे पैसे निकलवाना चाहता हूँ? पेंगी का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, साला ना इसे पैसे चाहिए ना ये पैसों की बात कर रहा है, कहीं इसे मेरी जान तो नहीं चाहिए। वूचन हल्की सी शायदानी मुस्कान के साथ बोला, इतना ओवरथिंक मत करो, मेरी लाइफ की इंश्योरेंस हर महीने 5 लाख की है। मैं रिसेंटली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करने का प्लान बना रहा हूँ। मुझे लगता है हम दोनों लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बना सकते हैं, दोनों का फायदा होगा, क्या ख्याल है? पेंगी सामने बैठे आदमी को और भी मिस्टीरियस महसूस करने लगा। उसने सोचा, ना मेरे पैसे चाहिए ना मेरी जान, सिर्फ पार्टनरशिप।
उसके दिल से जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसे ये सब इतना अच्छा लग रहा था कि यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बार बार सीढ़ी लाकर बोला, ठीक है मिस्टर वू, हैप्पी कॉपरेशन। वूचैन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं जल्दी एक कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, उससे पहले मुझे तुमसे 2 काम करवाने हैं। पेंगी तुरंत बोला, सिर्फ 2 मिस्टर वू, 2 क्या 200 काम भी बोलेंगे तो कर दूंगा। वूचैन ने उंगली उठाकर उसे रोका, ज्यादा हवा में मत उड़ो, सिर्फ 2 काम। पहला, मिस एन से पर्सनली माफी मांगो उसकी प्राइवेसी इन्वाइट करने के लिए, और कॉम्पेंसेशन कितना देना है वो तुम खुद डिसाइड करना। दूसरा, मैं तुम्हें जू शेनलोंग के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, कैसे उसने वोंग शिया को धोखा दिया। ये न्यूज तुम्हें जितनी जल्दी हो सके फैला देनी है, और याद रखना, या तो बिल्कुल मत करना, लेकिन अगर करो तो इंटरनेट पर धमाका होना चाहिए। जू शेनलोंग का नाम सुनते पेंगी का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने सोचा, ये तो हिजोंग मीडिया का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, टॉप सुपरस्टार और कंपनी का छोटा शेयर होल्डर भी। मैं सालों से हिजोंग मीडिया के साथ पार्टनरशिप करना चाहता था, लेकिन कभी चांस नहीं मिला, और आज मिस्टर वू मुझे सीधा उनके अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं। लेकिन उसने ध्यान से हिसाब लगाया, अगर हिजोंग मीडिया का सपोर्ट चला भी गया तो क्या हुआ, वूचैन के साथ रहना मतलब टैंग फैमिली के साथ रहना जैसा ही है, शायद ये और भी बड़ा सपोर्ट है। पेंगी के चेहरे पर अभी भी शौक था, फिर उसने मजबूत आवाज में कहा, मिस्टर वू, मैं ये न्यूज जरूर फैलाऊंगा। वूचैन हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा लगता है तुम इतने बेवकूफ भी नहीं हो, तुम्हें पता है किस साइड खड़ा होना ज्यादा फायदेमंद है। सब सुनने के बाद पेंगी ने पूछा, मिस्टर वू, आप और एन मैंगलन वाली जो ट्रेंडिंग फोटोज है उनका क्या करना है। वूचैन उसकी तरफ देखकर चुप रहा। पेंगी तुरंत बोला, मिस्टर वू, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये मैटर मैं हैंडल कर लूंगा। मैं गारंटी देता हूँ हमारी पहली पार्टनरशिप से आप पूरी तरह सेटिस्फाइड होंगे, और मिस एन से पर्सनली मिलकर माफी भी मांगूंगा। वूचैन शांति से खड़ा हो गया। जाने से पहले उसने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ, बॉस फैंग का और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, फिर मिलते हैं। लगभग 1.5 घंटे बाद एन मैंगलन एग्रीमेंट के मुताबिक वेव स्टूडियो पहुंच गई। जैसी वो अंदर आई, पेंगी खुद मुस्कुराते हुए उसका वेलकम करने आ गया। मिस एन, आपसे मिलकर बहुत सम्मान महसूस कर रहा हूँ, बहुत सम्मान। उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैंगलन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधी बोली, बॉस पेंग, सब लोग बिजी होते हैं, सीधी बात कीजिए। मैंगलन का सख्त एटीट्यूड देखकर पेंगी समझ गया कि पिछले इंसिडेंट का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। अचानक सबको हैरान करते हुए पेंगी सीधा घुटनों पर बैठ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर दिल से माफी मांगी। मिस एन, मुझे सच में माफ कर दीजिए, मेरे लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, वो सिर्फ रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे, प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। मैंगलन उसे बेइज्जती भरी नजरों से देखती हुई मनी मन सोचने लगी, ये क्या कर रहा है, बार बार बोल रहा है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, कहीं ये ज्यादा पैसे मांगने के लिए कोई नया ड्रामा तो नहीं कर रहा। मैंगलन ने सीधा कहा, ठीक है बॉस पेंग, माफी छोड़िए, सीधा इशू सॉल्व करते हैं। ये सुनते पेंगी ने चैन की सांस ली। उसने मनी मन सोचा, अच्छा हुआ अब मुझे जल्दी से शेनलॉन वाला काम भी देखना है, इस मैटर को फटाफट खत्म करना होगा, वरना मिस्टर वू मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सोचकर पेंगी ने 3 उंगलियां दिखाई तो 30 मिलियन। मैंगलन ने समझा कि पेंगी उसे पैसे मांग रहा है। उसने मनी मन सोचा, बस 30 मिलियन, मुझे लग रहा था कि इतना ड्रामा करने के बाद बहुत ज्यादा पैसे मांगेगा। वो शांत होकर बोली, ठीक है 30 मिलियन, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। पेंगी ने समझा कि मैंगलन उसका कॉपरेशन एक्सेप्ट कर रही है। वो खुश होकर मुस्कुराया, मिस एन वाकई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतनी जल्दी एग्रीमेंट हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई। ही। लेकिन अगले पल उसकी आंखें फैल गई, चेहरा सफेद पड़ गया। मिस एन, आप ये क्या कर रही हैं? मैंगलन ने आराम से जवाब दिया, तुमने ही तो 30 मिलियन बोला था, मैं तुम्हारे नाम का चेक लिख रही हूँ। ये सुनते ही पेंगी घबरा गया, नहीं मिस एन, आप गलत समझ रही है, मेरा मतलब था मैं आपके अकाउंट में 30 मिलियन ट्रांसफर करूंगा, बस मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। मैंगलन पूरी तरह कंफ्यूज हो गए, क्या मेरा अकाउंट नंबर, तुम मुझे 30 मिलियन क्यों ट्रांसफर करोगे, ये सब क्या चल रहा है, साफ साफ बताओ। पेंगी के माथे पर पसीना आ गया। वो जल्दी से बोला, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, और जो मेंटल स्ट्रेस मेरी वजह से हुआ उसका कॉम्पेंसेशन के तौर पर 30 मिलियन देना चाहता हूँ। मिस्टर वू और मेरा पहले एग्रीमेंट हो चुका है। ये सुनते ही मैंगलन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। वूचैन ने पेंगी से कब बात की, कैसा एग्रीमेंट, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जो आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था वो अब मुझे पैसे दे रहा है। मैंगलन ने तुरंत पूछा, तुमने सिर्फ वूचैन से बात की थी या लिरुबी या किसी और से भी? पेंगी ने सिर हिला दिया, सिर्फ वूचैन से। अगर डिटेल्स चाहिए तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, मुझे जल्दी से शंघाई वापस जाना है, प्लीज अकाउंट नंबर दे दीजिए। मैंगलन अभी भी शॉक में थे। उसने सोचा, तो ये सब वूचैन ने अकेले हैंडल किया, लिरुबी ने इसमें कुछ भी इंटरफियर नहीं किया, मुझे जरूर उससे मिलकर पूछना होगा आखिर उसने क्या किया है। मैंगलन ने शांत होकर कहा, ठीक है मैं तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन पैसों की कोई जरूरत नहीं, बस फ्यूचर में मेरी प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब मत करना। ये सुनते ही पेंगी के दिल से बड़ा बोझ उतर गया। उसने मनी मन सोचा, क्या किस्मत है, 30 मिलियन भी बच गया और मिस एन ने माफी एक्सेप्ट कर ली, मतलब वूचैन से किया हुआ प्रॉमिस भी पूरा हो गया। वो तुरंत खड़ा हुआ और हंसते हुए बोला, गुड बाय मिस एन, मुझे और भी काम है, मैं चलता हूँ। पेंगी के जाते मैंगलन ने तुरंत वूचैन को फोन लगाया, मिस्टर वू मैं अभी पेंगी से मिलकर आ रही हूँ। वूचैन ने सीधा पूछा, सब ठीक रहा? मैंगलन थोड़ी शर्मा गई, हाँ सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। मिस्टर वू क्या आप मेरे साथ डिनर कर सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
वूचान ने बिना सोचे जवाब दिया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी दोपहर वूचान और मैंगलान एक साथ खाना खाने मिले। मैंगलान ने आज की पूरी मीटिंग बता दी। सब कुछ बहुत अजीब था। उसने मुझसे माफी मांगी, मुझे कॉम्पनसेशन भी देना चाहता था। मिस्टर वू, मुझे सच में जानना है आपने पेंगी के साथ ऐसा क्या किया? वूचान ने बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर कहा, कुछ भी तो नहीं, बस उससे 2-3 मुश्किल रिक्वेस्ट की थी। मैंगलान ने सिर हिला दिया, मुझे यकीन नहीं है वो आपकी बात इतनी क्यों मानता है? वूचान ने आंख मारते हुए कहा, ये कहानी थोड़ी लंबी है, या फिर किसी और टॉपिक पर बात करें। उसके बाद दोनों लगभग 3 घंटे तक साथ बैठे, वाइन पीते रहे, म्यूजिक की बात करते रहे, जिंदगी और सपनों के बारे में भी बात करते रहे। मैंगलान धीरे धीरे वूचान को देखते हुए उसमें खोसी गई। उसने मन ही मन सोचा, वूचान के साथ बात करना हमेशा इतना इंटरेस्टिंग होता है, लगता है जैसे कभी बातें खत्म ही नहीं होंगी। फिर उसे पिछली बार की याद आई। पिछली बार भी हम दोनों ने साथ वाइन पी थी, जिंदगी के बारे में बातें की थी, और मैंने मौका देकर उसके गाल पर किस कर लिया था, जैसे ली रूबिंग से थोड़ा सा वक्त चुरा लिया हो। उसने फिर सोचा, उस दिन मिसली को पता चल गया था, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया। अगर आज भी मैं मिस्टर वू को किस कर दूं तो शायद कुछ बुरा नहीं होगा। ये सोचते मैंगलान धीरे धीरे उसके और करीब आ गई। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर वू चलिए एक बार फिर पियानो बजाते हैं। वूचान को पता था कि आज की शाम का असली पल अब शुरू होने वाला है। उसने बिना झिझक हाँ कर दी। दोनों साथ में वापस रूम में चले गए। मैंगलान ने पियानो बजाना शुरू किया, साथ ही धीरे धीरे गाना भी गाने लगी। रूम में हल्की पियानो की मधुर धुन गूंज उठी। हर सुर में खुशी और प्यार की महसूस होने वाली गर्माहट थी। वूचान एक तरफ खड़ा उसकी परफॉर्मेंस को चुपचाप एंजॉय कर रहा था। गाना खत्म होते ही मैंगलान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। मिस्टर वू, आप वाकई एक म्यूजिकल जीनियस है। आप जो मेलोडीज कंपोज करते हैं वो सीधा दिल को छू लेती है, किसी के इमोशंस को हिला देने की ताकत रखती है। वो धीरे से खड़े हुए, उसकी आंखों में हल्का सा अफसोस था, काश हम दोनों पहले मिले होते। अचानक वूचान ने खुद पहल की। उसने मैंगलान को प्यार से अपनी बाहों में खींच लिया। मैंगलान उसकी बाहों में सिमट गई। उसने कोई विरोध नहीं किया। थोड़ी शर्माहट जरूर थी, लेकिन उसके दिल में जो एहसास था उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। उनकी नजरें एक दूसरे से मिली, फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक गहरे प्यार भरी किस में अपनी सारी फीलिंग्स बयां कर दी। वूचान ने धीरे से कहा, शायद हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते थे, लेकिन शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती, आज भी नहीं। मैंगलान ने मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब दिया, हाँ अभी भी देर नहीं हुई। उस रात दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ बांटी और साथ वक्त गुजारा। लगता है हमारा वूचान अब मेन कोर्स के लिए रेडी है। अगली सुबह पर्दे की दरारों से आती सूरज की गर्म किरणें पूरे कमरे में फैल गई। उन्हीं किरणों ने मैंगलान की नींद खोल दी। वो धीरे से उठकर बैठ गई। पिछली रात की बातें याद करने की कोशिश करते उसका चेहरा शर्माहट से लाल हो गया। नींद से जागने पर उसने खुद को वूचान के साथ बिना कपड़ों के पाया। थोड़ी शर्म महसूस करते हुए और शराब पीने के दौरान क्या हुआ था ये याद करने लगी। याद करने की कोशिश करते हुए उसे एहसास हुआ कि वो नशे में थी और उसने पूरी रात वूचान के साथ बिताई थी। ऐसा लगता है कि वो सचमुच में वूचान के साथ रिश्ते में बन गई है। क्या मैं अभी भी पूरी तरह जागी नहीं हूँ? वो धीरे से बाथरूम की तरफ चली गई। रास्ते पर उसका दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कल रात मैंने तो सिर्फ उसे एक बार और किस करने का सोचा था, लेकिन शराब पीने के बाद मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई। एन मैंगलान, ओ एन मैंगलान, तुम सच में किसी और के बॉयफ्रेंड से प्यार कर बैठी? उसे ली रूबिंग की वो बात याद आ गई। तो तुम वूचान के साथ कब सोगी? उस वक्त उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बात सच हो जाएगी। उसने उदासी से सोचा, अगर बात ली रूबिंग की ना होती तो शायद मैं सच में वूचान के साथ खुलकर रह पाती, लेकिन अब मैं वूचान के सामना कैसे करूंगी और ली रूबिंग का? तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। वूचान अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैंगलान, तुम इतनी जल्दी उठ गई? मैंगलान उसकी तरफ थोड़ी देर तक बस देखती रही, फिर धीरे से उसका नाम लिया। वूचान ने उसका चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंगलान ने हल्का से झिझकते हुए कहा, प्लीज हमारे बारे में ली रूबिंग को मत बताना। वूचान ने उसे तसल्ली देते हुए मुस्कुराया, मैंगलान सब कुछ ठीक हो जाएगा, ली रूबिंग तुमसे कुछ नहीं पूछेगी। मैंगलान हैरान रह गई, वो क्यों नहीं पूछेगी? वूचान ने हंसकर कहा, ये उसकी पर्सनैलिटी है, वो इतनी लेजी है कि सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन वो खुद तुमसे मिलने जरूर आएगी। ये सुनते ही मैंगलान की आंखें खुल गई, मुझसे मिलने? उसने मन ही मन सोचा, अगर वो सामने आई तो मैं सब कुछ डिनाई कर दूंगी, वैसे भी उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, हाँ बस वही करूंगी। मैंगलान के चेहरे पर थोड़ी राहत देखकर वो मुस्कुराया और बोला, लगता है अब मैंगलान को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। अपनी हिम्मत दिखाने के लिए मैंगलान ने उसे जोश के साथ किस किया, हाँ बिल्कुल नहीं डर रही। और इस तरह सुबह सुबह दोनों ने पिछली रात वाला सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। शायद पिछली बार मन नहीं भरा था। हारे में आने की इतनी जिद देखकर लगता है कि मेन वाइफू ली रूबिंग को सिर दर्द होने वाला है। लगभग 1.5 घंटे बाद दोनों तैयार हो चुके थे। मैंगलान धीरे से बोली, मैं आज दोपहर शंघाई वापस जाने वाली हूँ, तुम आ रहे हो? वूचान ने पूछा, इतनी जल्दी? एक दिन और रुक जाओ ना। मैंगलान ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें भी एल्बम जल्दी कंप्लीट करना है और रिकॉर्डिंग के बाद भी तुम्हारे पास बहुत सारे काम होंगे। वूचान ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों में खुद तुमसे मिलने आ जाऊंगा। सीन बदलता है 3 दिन बाद ली रूबिंग के ऑफिस में। वूचान पहले से ही वहाँ मौजूद था। तभी फोन पर एन मैंगलान का फोन आया। वूचान ने फोन उठाया, हेलो मिस एन, क्या दोनों रिकॉर्डिंग्स का सोर्स ऑडियो लीक हो गया?
फोन की दूसरी तरफ मैंगलान की परेशान आवाज आई, आई एम सॉरी, मेरी लापरवाही थी। वूचैन ने शांत होकर पूछा, लीक कहाँ हुआ? लिरुबिंग ने उनकी बात सुनते ही इंटरनेट खोला। हॉट सर्चेस के फ्रंट पेज पर वही गाने की इंफॉर्मेशन ट्रेंड कर रही थी। मैंगलान बोली, अचानक इंटरनेट पर फैल गया, हर जगह अपलोड हो रहा है। मैं जितना डिलीट करवाती हूँ उतनी जगह दोबारा अपलोड हो जाता है, बहुत मुश्किल हो रहा है। वूचैन ने आराम से पूछा, इतनी नेचुरली लीक कैसे हुआ? तुमने रिकॉर्डिंग किस किस को भेजी थी? मैंगलान ने जवाब दिया, मैंने कई वर्जन्स रिकॉर्ड किए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा बेस्ट है, इसलिए मैंने म्यूजिक ट्यूटर, म्यूजिशियंस, मैनेजर्स, ट्रेनिंग सिंगर्स और कंपनी के कई लोगों को भेज दिया था। वूचैन मुस्कुराया, मतलब लीक तुम्हारी कंपनी के ही किसी इंसान ने किया है? मिसैन, घबराने की जरूरत नहीं, मैं अभी शंघाई आ रहा हूँ। लिरुबिंग ने वूचैन के चेहरे पर मुस्कान देखकर हैरानी से पूछा, इस सिचुएशन में भी तुम हंस रहे हो? वूचैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि बात और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मैं वैसे भी एल्बम रिकॉर्डिंग के बहाने शंघाई जाने का रीजन ढूंढ रहा था और अब रीजन खुद चलकर मेरे सामने आ गया है। लिरुबिंग ने थोड़ी जलन के साथ पूछा, ये सब एन मैंगलान की वजह से है ना? तुम उससे मिलने के बहाने ढूंढ रहे हो, है ना? वूचैन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो मिसली की नजर में मर्द और औरत के बीच सिर्फ वही सब होता है? मिसली, अब आप मुझे भी ऐसे ही देखने लगी है? ये सुनते ही लिरुबिंग का सोचने का तरीका बदल गया। वो कुछ पल सोचकर बोली, कहीं तुम मिस एन की फैमिली की पावर यूज करना तो नहीं चाहते? डिंग फैमिली के खिलाफ और एक पावरफुल फोर्स जोड़ना चाहते हो? अगर एन फैमिली का सपोर्ट मिल गया तो जीतने का चांसेस और बढ़ जाएंगे। फिर उसने प्यार भरी नजरों से वूचैन को देखा, लेकिन मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस बार अपना ध्यान रखना। वूचैन उसके करीब आया, हल्के से मुस्कान के साथ धीरे से बोला, मिसली, क्या आप जेलस हो रही हो? ये बात सीधा लिरुबिंग के दिल पर लगी। वो मुंह फुलाकर बोली, हाँ मैं जेलस हूँ। ये देखकर वूचैन और मुस्कुराया, तो फिर मिसली को अपनी हार मान लेनी चाहिए, जेलस होना अलाउड नहीं है। लिरुबिंग का सबर टूट गया, हाँ मैं जेलस हूँ, अब क्या कर लोगे? ये बोलते ही वूचैन ने बिना वार्निंग दिए उसके होठों पर एक प्यार भरा किस कर दिया। लिरुबिंग एकदम चौंक गए। उसने जल्दी से उसे हल्का सा पीछे धक्का दिया। तुम ना बिल्कुल बदमाश हो, क्या कर रहे हो? ये ऑफिस है। लेकिन हमारे वूचैन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। मुझे नहीं पता कि वो कुछ एक्सप्लिसिट करने वाला है या नहीं, लेकिन बिग सिस कहती कुछ और है और मजा कुछ और ही चीज का लेती है। आधे दिन बाद शंघाई में वूचैन और शाओडे की मीठी जोड़ी अपने रास्ते निकल चुकी थी। वूचैन ने तुरंत पेंगी को फोन लगाया, बॉस पेंग, मुझे कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने एड्रेस भेज दिया है, किसी को भेजकर उन पर नजर रखवाओ। पेंगी ने तुरंत जवाब दिया, ओके ब्रदर वू, वैसे भी शैंगलोंग सिर्फ 2 दिन से यहाँ है। तभी टैंग शिंगबाओ मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर काम खत्म हो जाए तो मुझे मिलना मत भूलना। ये डिसाइपल हमेशा मास्टर के साथ 2 पैक पीने के लिए रेडी रहेगा, रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करते हैं। वूचैन समझ गया कि यह कपल अब अपना टाइम साथ बिताना चाहता है, इसलिए उसने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। वो मुस्कुराया और बोला, ठीक है चलो शाओडे, मिसैन से मिलते हैं। सुबह एन मैंगलान की म्यूजिक कंपनी के सारे एम्प्लॉय सुबह से ही वूचैन का वेलकम करने के लिए खड़े थे, लेकिन काफी देर तक वेट करने की वजह से कुछ लोग धीरे धीरे कंप्लेन करने लगे। एक चश्मा पहना एम्प्लॉय बोला, ये सिर्फ टीचर वू ही है, तो इतना ग्रैंड वेलकम देने की क्या जरूरत है? उसके पास खड़ा कलीग बोला, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? बॉस ने जो बोला है बस वही करो। जैसी मैंगलान ने वूचैन को देखा, उसके आंखों में खुशी चमक उठी, लेकिन फेमस सिंगर होने की वजह से उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। वो मुस्कुराती हुई बोली, टीचर वू, यहाँ आप आ गए। एम्प्लॉयज ने जब वूचैन को देखा तो धीरे धीरे हंसने लगे। क्या, मैंने तो सोचा था कि कोई 40-50 साल के एक्सपीरियंस म्यूजिक वेटरन होंगे, यह तो एक हैंडसम यंग लड़का निकला, शायद म्यूजिक इंडस्ट्री में 1 साल भी नहीं हुआ होगा। ये सुनते मैंगलान का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वो पलटकर एम्प्लॉयज को तीखी नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ, किसी को प्रॉब्लम है या टीचर वू का वेलकम नहीं करना? बॉस का मूड खराब देखते ही सब एम्प्लॉयज घबरा गए। सबने एक साथ झुककर कहा, हेलो टीचर वू, वेलकम टीचर वू। ये सीन देखकर शाओडे बिल्कुल चुप रही। वूचैन ने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है चलिए ऊपर चलते हैं, वहाँ आराम से बात करेंगे। इसके बाद तीनों टी रूम में बैठ गए। वूचैन ने सीधा पूछा, मैंगलान क्या प्रोग्रेस हुई, कोई क्लू मिला? मैंगलान ने जवाब दिया, हमने सारे सर्विलेंस और रिकॉर्ड चेक किए, अभी तक 5 लोग सस्पेक्ट है, लीक उन्हीं में से किसी ने किया होगा। वूचैन हल्का सा मुस्कुराया, तो सब कुछ काफी स्मूथली चल रहा है। मैंगलान उदासी से बोली, एक सस्पेक्ट पकड़ा गया है, लेकिन मैंने बाकी सबको अरेस्ट नहीं करवाया। आखिर वो सब फ्यूचर टैलेंट्स है, अगर कंपनी में इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। वूचैन ने कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुरा कर कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे पहले ही पता चल चुका है कि कल्प्रिट कौन है। वूचैन अपनी टॉप क्लास प्रोफेशनल स्किल की वजह से पहले ही समझ गया था कि असली कल्प्रिट कौन है। वो और मैंगलान कंपनी के एम्प्लॉय फाइल रूम में गए और सूले की फाइल निकाली। मेल, उम्र 31 साल, शंघाई कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक से ग्रेजुएट, पहले ऑनलाइन सिंगर रह चुका था। डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में पोजीशन वोकल टीचर, पहले ट्रेनी बैच का मेंबर था और ट्रेनी रूम का डेप्यूटी डायरेक्टर। वूचैन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, यही है, सीधा इसके पास ही चलते हैं। मैंगलान थोड़ी हिचकिचाई और बोली, इसका इंटरव्यू मैंने खुद लिया था, सिर्फ 2 साल में ये सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल तक पहुंच गया है, कंपनी का बहुत ही प्रॉमिसिंग मैनेजर है, मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है। फिर उसने ऊपर देखते हुए पूछा, ब्रदर वो आप इतने श्योर कैसे हो सकते कि ये सब सुले ने ही किया है?
वूचैन बोला समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चलो ऐसा करते हैं मिस एन इसे यहाँ बुला लो, जब ये खुद कन्फेस करेगा तब तुम सब कुछ समझ जाओगी, मैं आराम से एक्सप्लेन करूंगा। मैंगलान ने उसकी बात मानी और सूले को ऑफिस में बुला लिया। कुछ ही देर बाद सूले ने दरवाजा खोला और अंदर आते ही बोला, बॉस आपने मुझे बुलाया था। मैंगलान ने अपने हाथ बांध लिए और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, मिस्टर वू तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। सूले ने वूचैन को देखते ही सोचा, मैंने तो सोचा था वोकल टीचर कोई 50 साल या उससे ज्यादा उम्र का होगा, लेकिन ये तो इतना यंग और गोरा आदमी निकला। वूचैन ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, या तो खुद से सब कुछ बता दो या फिर मैं शिया शाओ को फोन करके पूछ लेता हूँ। ये नाम सुनते ही सूले का चेहरा एकदम बदल गया, शॉक में उसका कंपोजर ही टूट गया। साइड में खड़ी शाओडे ने मनी मन सोचा, शिया शाओ वही रूबी कॉपर पपाराजी स्टूडियो का बॉस, इंडस्ट्री में उसकी पोजीशन सिर्फ पेंगुइन से नीचे है, क्या सूले सच में उससे कनेक्टेड है? सूले ने जल्दी से खुद को संभाला और बोला, सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, मेरा उस शिया शाओ नाम के आदमी से कोई लेना देना नहीं है। जब उसने फिर भी मानने से इनकार कर दिया तो वूचैन ने शांत आवाज में पूछा, अभी भी वही फोन नंबर यूज कर रहे हो जिसका एंडिंग 564 है और पैसे तुम्हारी मदर इन लॉ के बैंक कार्ड में ट्रांसफर हुए थे ना? अब सूले सच में घबरा गया, उसके दिमाग में कल की सारी बातें फ्लैश होने लगी। कल ही उसने रूबिक स्टूडियो के अपने 564 वाले नंबर से कांटेक्ट किया था और उसकी मदर इन लॉ के अकाउंट में भी एक बड़ी अमाउंट आई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सोचा, मुझे किसी भी फोन पर बात करने का हक है, कंपनी ने इसके खिलाफ कोई रूल नहीं बनाया और सिर्फ पैसे ट्रांसफर होने से कोई प्रूफ नहीं बन जाता, पैनिक करने की जरूरत नहीं। फिर वो जोर से चिल्लाया, मिस्टर वो आप पर्सनल बातों की वजह से मुझ पर शक कर रहे हैं, अगर एविडेंस है तो दिखा दीजिए। उसके बाद उसने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया, जब मैडम को मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर मेरा यहाँ रुककर कंपनी के लिए मेहनत करने का कोई मतलब नहीं, मैं अभी इसी वक्त रेजिग्नेशन लेटर लिख देता हूँ। वूचैन ने उसकी ओवर एक्टिंग देखकर मनी मन सोचा, कितनी बड़ी बर्बादी है, ये म्यूजिशियन बनना हुआ है, इससे तो एक्टर होना चाहिए। वूचैन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें सच में लगता है कि आज तुम कंपनी से बाहर निकल पाओगे? अब जब उसने देखा कि सामने वाला आदमी आसानी से पिघलने वाला नहीं है तो सूले और ज्यादा घबरा गया। उसने मैंगलैन की तरफ देखकर कहा, मैडम क्या आप मुझे जबरदस्ती रोक रही हैं? अगर बॉस को मुझ पर शक है तो पुलिस बुला लीजिए, इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, लेकिन मेरी परमिशन के बिना मेरी फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। उसके एक्सप्रेशन देखकर मैंगलैन का उस पर बचा हुआ भरोसा भी खत्म हो गया। उसने सीधा पूछा, सच बताओ क्या ये सब तुमने ही किया है? सूले फिर से जोर से चिल्लाया, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वूचैन ने देखा कि यह आदमी अभी भी सिर्फ बकवासी कर रहा है। उसने शांत होकर कहा, कोई बात नहीं, चाहे जितना जोर से चिल्ला लो, मैं अब तुम्हारे वर्क स्टेशन पर जाकर तुम्हारा कंप्यूटर चेक करूंगा। यह सुनते ही सूले के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या बेवकूफ आदमी है, जो एविडेंस तुम ढूंढ रहे हो वो तो कब का डिलीट हो चुका है। आखिर कौन इतनी बड़ी बेवकूफी करता है कि सब कुछ संभाल कर रखे? इतना सोचते ही वूचैन सीधा उसके वर्क स्टेशन पर पहुंच गया। सूले बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मिस्टर वो मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यही है, कंपनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट और मेरा मोबाइल फोन, आराम से चेक कीजिए, ध्यान से चेक कीजिए। वूचैन ने कंप्यूटर देखते ही शांत आवाज में कहा, लगता है सब कुछ अच्छी तरह से वाइप आउट कर दिया गया है, इसलिए तुम इतने कॉन्फिडेंट हो। सूले तुरंत बोला, मिस्टर वो अगर सॉलिड एविडेंस नहीं है तो बेकार की बातें मत कीजिए, मैंने अपने कंप्यूटर से कोई भी एविडेंस डिलीट नहीं किया, इसलिए किसी इनोसेंट इंसान पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैंगलान थोड़ी परेशान हो गई। वो धीरे से वूचैन के पास आई और पूछा, ब्रदर वो अब क्या करे? वूचैन मुस्कुराया और बोला, फिक्र मत करो, बस थोड़ा वेट करो। उसके बाद 1000 साल की कल्टिवेशन से निकली हुई अपनी हैकर स्किल दिखाते हुए वूचैन कोडिंग करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद मैंगलान एक्साइटमेंट से पूछ बैठी, टीचर वो आप क्या लिख रहे हो? वूचैन ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना जवाब दिया, डिलीटेड फाइल रिकवर करने का प्रोग्राम, रिकवरी कंप्लीट हो गई, चलो आप साथ मिलकर देखते हैं। फिर उसने तीखी नजरों से सूले को देखा और बोला, ये देखो ये ईमेल पहले ही भेजी जा चुकी है, मुझे लगता है इसे खोलकर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? अपनी साजिश पूरी तरह एक्सपोज होते ही सूले के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत घुटनों के बल गिर गया और रोते हुए भीख मांगने लगा, बॉस बॉस मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैडम प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैंगलान ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। उसका इतना मन कर रहा था कि 2-4 मुक्के मारकर अपना गुस्सा निकाल दे, लेकिन अपने फ्यूचर के इतने टैलेंटेड होने वाले हस्बैंड के सामने इतना वॉयलेंट दिखना भी ठीक नहीं था। इसलिए उसने सीधा पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस ने सूले के हाथों में चमकदार सिल्वर ब्रेसलेट यानी हैंडकफ्स पहना दिए। मैंगलान ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा, मिस्टर वो अब जब ऑडियो सोर्स लीक ही हो गया है, नए एल्बम का क्या होगा, कोई आइडिया है उससे बचाने का? वूचैन मुस्कुरा कर बोला, सोल्यूशन बहुत सिंपल है, एल्बम को जितनी जल्दी हो सके रिलीज कर दो। तभी मैंगलान को अचानक कुछ याद आया, वैसे मिस्टर वो आपको कैसे पता चला कि लीक सूले ने किया था? वूचैन ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैंने पहले ही पैंगी से इंडस्ट्री के दुश्मनों की इन्वेस्टिगेशन करने को बोला था, इसलिए सच तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं था। छोड़ो ये सब, कंपनी बंद होने से पहले मुझे एक गाना रिकॉर्ड करना है। मैंगलान हैरान होकर बोली, है अभी रिकॉर्डिंग? वूचैन हल्का सा मुस्कुराया, बिल्कुल, मैं एक ऐसा गाना रिकॉर्ड करने वाला हूँ जो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला देगा और आज रात ही रिलीज करूंगा। ऑडियो लीक का असली सोल्यूशन वही है, पूरा चाइना हिल जाएगा। मैंगलान उसकी बात सुनकर और भी कंफ्यूज हो गई। इंडस्ट्री को हिला देने वाला गाना, ये कैसा प्लान है? कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा?
अगली सुबह शावड़े इंटरनेट ब्राउज करते ही जोर से चिल्लाए, मिस्टर वो आपका नया गाना इंटरनेट पर नंबर 1 ट्रेंडिंग सर्च पर बन गया है। 40 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। पूरे इंटरनेट पर लोग इसी बात पर लड़ रहे हैं। मैंगलन ने भी रिपोर्ट देखते हुए कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, थर्ड और फोर्थ ट्रेंडिंग सर्च भी आपसे ही रिलेटेड है। वूचैन के नए गाने पर कंट्रोवर्सी और वूचैन इतनी फास्ट रैप कैसे करता है। इन दोनों की पॉपुलैरिटी भी लगभग 7 मिलियन सर्च तक पहुंच चुकी है। फिर उसने कमेंट पढ़ना शुरू कर दिया, सीरियसली तू इतना ही महान है तो सीधा स्वर्ग क्यों नहीं चला जाता? कितनी हिम्मत है तुम्हारी जो गाने में कह दिया कि सारे म्यूजिशियंस अंधे हैं। चाइनीज म्यूजिक इंडस्ट्री में कल नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ वूचैन ही वूचैन। मैंगलन कमेंट्स पढ़ते हुए सोचने लगी, बस तो इतना ज्यादा है कि पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ये सारी पब्लिसिटी बहुत नेगेटिव है। इतनी बुरी तरह डिस्कस होना भी कोई अच्छी बात नहीं। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला, एक स्टाफ मेंबर अंदर आया। बॉस, नए एल्बम के सारे 7 गाने टीचर वू ने ही लिखे हैं ना? ये म्यूजिक डायरेक्टर यू शिया था। मैंगलन ने शांति से जवाब दिया, हाँ टीचर वू ने ही लिखे हैं। क्या हुआ टीचर वू? यू शिया अचानक जोर जोर से हंसने लगा, टीचर वू तो खत्म हो गया, बिल्कुल फिनिश्ड, वैसे मानना पड़ेगा वो असली जीनियस है। मैंगलन कंफ्यूज होकर बोली, टीचर यू आप कहना क्या चाहते हैं? यूशिया मुस्कुराते हुए बोला, बॉस अभी तक आपको समझ नहीं आया, पूरा इंटरनेट टीचर वू को गाली दे रहा है। सब उसके टैलेंट पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके नए एल्बम के सारे गाने भी उसी ने लिखे हैं। ये सुनते ही मैंगलन को सब समझ आ गया। वूचैन ने अकेले ही पूरे इंटरनेट में ओपिनियन का तूफान खड़ा कर दिया था। उसका असली मकसद सिर्फ अटेंशन लेना या फेमस होना नहीं था, ये तो पूरे इंटरनेट के लिए बिछा हुआ जाल था। सब लोग उसके टैलेंट पर शक करेंगे और नेचुरली उसे प्रूव करने के लिए उसके नए काम का इंतजार करेंगे और बहुत जल्दी उसका लिखा हुआ नया एल्बम रिलीज होने वाला था। ये एक ही मूवमेंट में इंटरनेट की सारी कंट्रोवर्सी को खत्म कर देना जैसा था। जब लोग एल्बम सुनेंगे और उसकी क्वालिटी देख लेंगे तो सारी नेगेटिव बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी और ऑडियो लीक वाली बात भी कोई याद नहीं रखेगा। मैंगलन के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई। कल ही मैंने उसे कहा था कि कुछ बड़ा हंगामा मचाओ, अब चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं उसका एहसान जरूर चुकाऊंगी। यूशिया ने फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखा बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। अब पूरे इंटरनेट का ध्यान टीचर वू के नए गाने पर है, हमारे लीक सॉन्ग्स की तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम हो गया है। वूचैन हल्का सा मुस्कुराया, फिलहाल मैं बस इतना ही कर सकता था। मैंगलन पिछले 2 दिनों में तुमने बहुत मेहनत की है, नए एल्बम की रिकॉर्डिंग जल्दी से कंप्लीट कर लो और जितनी जल्दी हो सके रिलीज कर देना। मैंगलन कुछ कहना चाहती थी, वो हिचकिचाते हुए बोली, टीचर वू मैं, लेकिन उसके बोलने से पहले ही वूचैन धीरे से बोला, मुझे अगले कुछ दिन बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, बाद में कांटेक्ट करूंगा। फिर सीन चेंज हुआ 1 घंटे बाद एम सिटी यानी शंघाई के डोंगपू डिस्ट्रिक्ट में यिंगवे रेस्टोरेंट में। वूचैन और शावड़े वहाँ बैठे हुए थे। वूचैन ने कहा, शावड़े ये मूवी स्क्रिप्ट मैंने कुछ ही दिन पहले लिखी थी, इसे रख लो। उसने एक यूएसबी ड्राइव उसके हाथ में दे दी, जब माओ आए उसे दे देना। शावड़े हैरान होकर बोली, मूवी स्क्रिप्ट, क्या ये नई कंपनी के लिए कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है? ये तो आपको खुद मिस्टर वू को देनी चाहिए ना। वूचैन ने उसकी तरफ देखकर गहरे मतलब वाली मुस्कान के साथ कहा, नहीं ये तुम ही देना, क्योंकि ये तुम्हें शंघाई एंटरटेनमेंट का चेयरमैन बना सकती है। ये सुनते ही शावड़े की आंखें फट गई। उसने हैरानी से सोचा, मुझे शंघाई एंटरटेनमेंट का चेयरमैन बना देगी? अचानक 2 लोग वहाँ आ गए। दोनों का एटीट्यूड काफी बॉसी था। चिकन हेयर कलर वाला लड़का अकड़ते हुए बोला, यो ये तो जुआंग यूनिवर्सिटी की कैंपस बेले नहीं है। वो छोटा सा बदमाश था ची चैंगचोंग, वो ची मिंग का बेटा था जो शंघाई रियल एस्टेट ग्रुप का चेयरमैन था। उसके साथ खड़ा था ची जून, एम सिटी में शंघाई रियल एस्टेट ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर और डायरेक्टर। उसने गुंडे जैसा एक्सप्रेशन बनाया और मजाक उड़ाते हुए बोला, काफी टाइम हो गया तो आखिर तुमने किसी यंग रिच लड़की को फंसा ही लिया, या मुझे रिजेक्ट करने के बाद लगा कि इससे भी बेटर कोई मिल जाएगा? ये सुनते ही शावड़े का गुस्सा फूट पड़ा। वूचैन ने तुरंत उसे शांत करते हुए कहा, इन दोनों पर ध्यान मत दो, बस इग्नोर करो। ची चैंगचोंग अपने अंकल के पास झुककर बोला, अंकल देखा, ये वही कैंपस बेले है जिसके बारे में मैं आपको बार बार बताता था। चीजून ने शावड़े को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, वाकई बेहतरीन है, मैं सोच सकता हूँ कि उसके साथ कितना मजा आता होगा, मेरे भतीजे की पसंद अच्छी है। ची चैंगचोंग हंसी उड़ाते हुए बोला, हेलो मिस स्कूल फ्लावर, ये तुम्हारा कौन सा बॉयफ्रेंड है? अपने नए रिच बॉयफ्रेंड को अपने पुराने कार्ड बता दिए क्या? शावड़े तुरंत गुस्से में बोली, बकवास बंद करो, मुझे खाना खाने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वूचैन ने उसके लफ्जों के पीछे छुपा हुआ मतलब तुरंत समझ लिया। उसने सीरियस होकर शावड़े की तरफ देखा। शावड़े घबरा कर बोली, मिस्टर वो इनकी बकवास पर बिल्कुल मत जाना। ये छोटा बदमाश देख रहा था कि वूचैन अभी तक शांत था। उसने सोचा, लगता है ये रिच लड़का कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं करेगा, अब तो जो मन करे बोल सकता हूँ। फिर वो और भी ज्यादा बदतमीजी से बोला, मैं कौन सी बकवास कर रहा हूँ जो तुमने दूसरे लड़कों के साथ किया? अभी तो मैंने बताना शुरू भी नहीं किया। वूचैन तुरंत समझ गया कि ये जानबूझकर दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। उसका पेशेंस खत्म हो गया। उसने शावड़े से शांति से कहा, इसके मुंह पर पानी फेंको। शावड़े हैरान रह गए, हैं सच में? वूचैन ने दोबारा कहा, डरना मत, फेंको। अपने स्वीटहार्ट की बात मानकर उसने पूरा ग्लास उठाया और सीधा ची चैंगचोंग के चेहरे पर दे मारा, छपाक। ची चैंगचोंग तुरंत भड़क गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि किसी ने उसके मुंह पर पानी फेंक दिया। वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, साली तेरी हिम्मत कैसी हुई? वो शावड़े पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन उसी पल वूचैन ने सीधा उसके घुटनों पर एक जबरदस्त किक मार दी, धड़ाम।
अगले ही पल उसका बैलेंस बिगड़ गया और धड़ाम उसका चेहरा सीधा टेबल पर जा टकराया। ये देखकर उसका अंकल चीजून और शावड़े दोनों एक पल के लिए शॉक हो गए। चीजून ने जल्दी से उसे उठाया। छोटा बदमाश अभी भी चक्कर खा रहा था। उसने अपना मुंह पकड़ रखा था। खून तेज धार की तरह बह रहा था। ची चैंग चोंग रोते हुए चिल्लाया, अंकल किसी ने मुझे लात मारी, लानत है। लेकिन जब दोनों ने पलट कर देखा, वहाँ वूचन और शावड़े के अलावा कोई था ही नहीं। चीजून ने गुस्से से वूचन को घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यारे भतीजे को मारने की? वूचन बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर बोला, तुमने मुझे किक मारते देखा? बिना प्रूफ के बकवास मत करो। यहाँ खड़े होकर चिल्लाने के बजाय इसे हॉस्पिटल ले जाओ, कहीं दिमाग को भी चोट न लग जाई हो। चीजून गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसने किक को क्लियरली देखा ही नहीं था। उसने ठंडी आवाज में बोला, सिक्योरिटी कैमरा चेक करता हूँ, उसके बाद तुमसे हिसाब बराबर करूंगा। वूचन आराम से बोला, लेकिन जिस टेबल पर मैं और शावड़े बैठे थे वो कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट पर आती है। लगता है तुम्हारी मेहनत बेकार जाने वाली है। ये सुनते ही चीजून को और भी गुस्सा आ गया। उसने सोचा, ये घुमा फिरा कर मान ही रहा है कि इसी ने किया। वो दांत पीसकर बोला, मेरे सामने हीरो बन रहा है। वूचन धीरे से बोला, हीरो बाद में, पहले अपने भतीजे को देख लो। लगता है वो अपने पुरखों से मिलने ही वाला है। तब जाकर चीजून की नजर उसके भतीजे पर पड़ी। खून बहुत ज्यादा बहने की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो घबरा कर चिल्लाया, ची चैंग चोंग। उसने तुरंत उसे उठाया और हॉस्पिटल की तरफ भागा। जाते जाते वूचन ने आवाज लगाई, अंकल जरा जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। चीजून ने गुस्से से मुड़कर देखा, तुम बहुत बड़े हीरो बन रहे हो, मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूलूंगा। यह कहकर वो अपने भतीजे को लेकर हॉस्पिटल निकल गया। साइड में खड़ी शावड़े ने चिंता से पूछा, मिस्टर वू सब ठीक रहेगा ना? वूचन मुस्कुराया, कुछ नहीं होगा, बस 2 सड़े हुए सेब थे, उनसे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन शावड़े की आंखों में अभी भी चिंता थी। वो धीरे से बोली, मिस्टर वू उस ची चैंग चोंग के बहुत पावरफुल कनेक्शन है। उसके घर वाले बिलियंस के मालिक हैं। कॉलेज में भी वही कानून चलाता है, कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। वूचन ने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया, तो क्या हुआ? ये एक शब्द सुनते ही शावड़े की आंखें भर आई। वो रोते हुए बोली, मेरी वजह से तुम फिर से मुसीबत में पड़ गए। अपनी इतनी फिक्र करते देख वूचन ने उसे जोर से अपनी भाव में भर लिया। वो प्यार से बोला, ये तुम्हारी गलती नहीं है मेरी जान। आज के बाद मैं किसी को भी तुम्हें इस तरह बुली करने नहीं दूंगा। अगली बार अगर कोई ऐसा करे, सीधा उसके सिर पर वाइन की बोतल तोड़ देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मेरी औरत होकर तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। उसकी यह बात सुनते ही शावड़े के आंसू रुक गए। वो खुशी से मुस्कुराए और धीरे से बोली, ओके मेरी जान। लगभग 3 घंटे बाद मावरुआंग के साथ खाना खाने और काफी देर तक बात करने के बाद दोनों घर लौट आए। नहाने के लिए तैयार होते वक्त शावड़े प्यार से बोली, मिस्टर वो पिछले 2 दिन तुमने बहुत मेहनत की है, तुम जरूर थक गए होंगे, मुझे तुम्हारी मसाज करने दो। वूचन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए मुस्कुराते हुए बोला, जितना मैं थका हूँ उतना ही तुम भी थक गई हो, मसाज की जरूरत नहीं, इधर आओ। फिर क्या, छपाक 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 पानी की बूंदे हर तरफ उड़ने लगी। वूचन ने शावड़े को प्यार से अपनी भाव में उठा लिया। फिर उसे अपनी गोद में बिठाकर बोला, आओ आज साथ में नहाते हैं, पिछले 2 दिन की सारी थकान धो देते हैं, सारा स्ट्रेस और एग्जॉशन भी खत्म कर देते हैं। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, लिटिल वू एमसीटी आ गया और मुझसे मिले भी नहीं। अगर कल फ्री हो तो साथ में लंच करते हैं, इस बार मेरी तरफ से ट्रीट, थोड़ी ड्रिंक्स भी हो जाए, और वैसे भी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अगली सुबह वूचन ने बड़े जेंटलमैन की तरह शावड़े के लिए कार का दरवाजा खोला। फिर बोला, शावड़े मैं तुम्हें पहले चंगा एंटरटेनमेंट छोड़ देता हूँ, वहाँ माओ तुम्हारी हेल्प करेगा, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, शाम को मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जब वो दोनों प्यार भरे अंदाज में बात कर रहे थे, तभी एक स्ट्रीट ठग हाथ में वेपन लेकर अकड़ता हुआ उनकी तरफ आया। उसके साथ कुछ और गुंडे भी थे। गंजा गुंडा अपनी छुरी घुमाते हुए बोला, चल हमारे साथ, किसी को तुझसे बात करनी है, लगता है या तो कर चुकाना पड़ेगा या अपनी जान। ये देखकर शावड़े थोड़ी घबरा गई। वूचन उसके सामने आकर शांति से बोला, मुझे नहीं पता किसने तुम जैसे निकम्मे लोगों को भेजा है, लेकिन आज मैं बहुत बिजी हूँ, तुम लोगों के साथ खेलने का टाइम नहीं है। ये सुनते एक गुंडा गुस्से में सीधा मुक्का मारने दौड़ पड़ा। वूचन ने उसकी तरफ सिर्फ एक बार नफरत भरी नजर से देखा और बोला, तुम जैसों को मैं आंखें बंद करके भी हरा सकता हूँ। और अगली पल धड़ाम उसका काउंटर पंच सीधा गुंडे के मुंह पर लगा। वो उल्टा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। बाकी गुंडों ने देखा कि सामने वाला आसान शिकार नहीं है। वूचन ने धीरे से कहा, शावड़े पीछे हट जाओ। जैसे ही शावड़े सेफ हुई, वूचन तुरंत बैटल मोड में आ गया। एक जबरदस्त किक, धड़ाम, एक गुंडे के नकली दांत हवा में उड़ गए। उसके तुरंत बाद एक हुक पंच, क्रैक, दूसरे गुंडे की कई पसलियां टूट गई। तीसरे को सीधा एक सॉलिड पंच, और वो भी बिना आवाज किए जमीन पर गिर गया। ये सब देखकर लीडर गुस्से में चिल्लाया, साला ये हीरो दिखने वाला लड़का फाइट भी कर लेता है। अगले पल उसने छुरी निकाली और शावड़े को पकड़कर हॉस्टेज बना लिया। वो हंसकर बोला, अब फिर से हिला तो इस लड़की का चेहरा काट दूंगा। पर वूचन बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने धीरे से अपनी पॉकेट में हाथ डाला और अगली पल उसने अपना आईफोन 15 निकाला। फिर क्या, सीधा पूरी ताकत से उस गुंडे के चेहरे पर दे मारा और धड़ाम, फोन सीधा उसके मुंह पर लगा। खून तुरंत फूट निकला। शावड़े को समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। वो बस वही खड़ी रह गई। लेकिन वूचन तुरंत उसके पास दौड़ा। उसने उसे प्यार से गले लगा लिया। फिर उसका प्यारा सा चेहरा ध्यान से देखते हुए बोला, शुक्र है तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी। उसके बाद वूचन ने गुंडे का मोबाइल उठाया। वो देखना चाहता था कि इस सब के पीछे डिंगलोंग था या नहीं।
उसने कॉन्टेक्ट लिस्ट चेक की और तुरंत सच सामने आ गया, ये सब ची जुन ने करवाया था। शावडे ने धीरे से कहा, सॉरी मेरी वजह से मिस्टर वू को फिर से प्रॉब्लम हो गई। वूचान हल्का सा मुस्कुराया, मैंने पहले भी कहा था ये तुम्हारी गलती नहीं है। वूचान की आंखें धीरे धीरे ठंडी और गहरी हो गई। उसने मन ही मन सोचा, बार बार मेरी शावडे को निशाना बनाया जा रहा है, लगता है अब ची ब्रदर्स को छोड़ना ठीक नहीं होगा। बस गाइस, ची ब्रदर्स के लिए 2 पल की शांति। अलविदा ची ब्रदर्स। फिर सीन चेंज हुआ। वूचान ओल्ड टैंग के इनविटेशन पर डिनर के लिए वहां पहुंच गया। ओल्ड टैंग हंसकर बोला, अरे लिटिल वो तू शंघाई आया है, ये मील तो मुझे ही खिलाना था, तू बिल देने के लिए मुझसे क्यों लड़ रहा है। वूचान मुस्कुराया बोला, ओल्ड टैंग मैंने ही बॉस गू को यहाँ बुलाया है। मुझे पता है तुम लोग लू फैमिली से निपटने की तैयारी कर रहे हो, गू फैमिली भी वही कर रही है, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तुम दोनों रियल एस्टेट बिजनेस को अच्छी तरह जानते हो ना। यह कहकर उसने अपनी पॉकेट से एक यूएसबी ड्राइव निकाली। ओल्ड टैंग ने आराम से अपना ग्लास उठाया, एक सिप लिया और बोला, जी ब्रदर्स वो तो बस इस छोटे से शंघाई में थोड़ा बहुत बिजनेस करते हैं, कोई बड़े लोग नहीं है। बॉस गुई ने भी कहा, उनके पीछे कोई पावरफुल फैमिली भी नहीं है, सुना है वो बस किसी पुराने लीडर के चेले हैं। वूचान हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ बोला, वो पुराना लीडर तो कब का मर चुका है, अब उनकी ग्रोथ भी लगभग खत्म हो चुकी है। उसने यूएसबी टेबल पर रख दिया और बोला, इसमें ची ब्रदर्स के सारे काले कारनामों का रिकॉर्ड है, ले लो, इसकी मदद से तुम लोग आसानी से शंघाई रियल एस्टेट के 10 बिलियन के एसेट्स निगल सकते हो। ये सुनते ओल्ड टैंग शॉक में पड़ गया, पूरा शंघाई रियल एस्टेट निगल लेंगे। बॉस गुई भी हैरान रह गया, इतना बड़ा मूव, क्या ची ब्रदर्स ने वूचान को नाराज कर दिया है। वूचान ने सीधा जवाब दिया, मुझे बस ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बार बार मेरे सामने प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, आप बताओ ये डील करनी है या नहीं। ओल्ड टैंग जोर से हंस पड़ा, ऐसी डील में कभी नुकसान नहीं होता। बॉस गुई ने भी सिर हिलाया, अगर मैं और ओल्ड टैंग साथ में काम करें तो लगभग 3 दिन में पूरी कंपनी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। वूचान खुश होकर बोला, तो फिर इस डील के बाद गू फैमिली और टैंग फैमिली टेम्परेरी अलाइज मानी जाएंगी, ठीक। ओल्ड टैंग ने बिना हिचकिचाहट के कहा, जब वूचान ने खुद कहा है तो ये डील पक्की समझो, वैसे भी ये कई बिलियंस की अपॉर्चुनिटी है। बॉस गू मनी मन सोचने लगा, बस वूचान को नाराज करने की एक गलती और ची फैमिली, टैंग और गू फैमिली की अलायंस की सीढ़ी बन गई। ओल्ड टैंग खुशी से अपना ग्लास उठाते हुए बोला, आओ लिटिल गू, हमारी दोनों फैमिलीज के अलायंस के नाम पे एक टोस्ट हो जाए। ये काम खत्म होने के बाद तुम्हारी फैमिली की पोजीशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। गुई रूबो ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, आगे कभी भी मेरी जरूरत पड़े बस एक बार कह देना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ओल्ड टैंग बहुत खुश हुआ, बहुत बढ़िया, लिटिल गू सच में डिसाइसिव है। वूचान तब बोला, एक बात याद रखना, गू फैमिली को लुई फैमिली के खिलाफ एक्शन लेने में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, और बाद में अगर ये अफवाह फैलती है कि टैंग और गू फैमिलीज ने मिलकर ची फैमिली को टेक ओवर किया और टैंग फैमिली ली फैमिली के साथ मिलकर लुई फैमिली को टारगेट कर रही है, तो डिंग फैमिली को इस पर ज्यादा शक नहीं होगा। गुई रूबो की आंखें चमक उठी, तो इसके पीछे इतना गहरा प्लान था। ओल्ड टैंग जोर से हंस पड़ा, वूचान से यही उम्मीद थी, तुम हर चीज कितनी दूर तक सोचते हो। फिर तीनों ने आराम से खाना खाया, ड्रिंक्स किए, बातें की, और पता ही नहीं चला कि 3 घंटे बीत गए। उसके बाद वूचान अपनी छोटी सी वाइफ के पास घर लौट गया। दोनों बेड पर एक दूसरे के पास आराम से लेटे हुए थे। वूचान ने प्यार से कहा, शावडे अब तुम्हें ची फैमिली की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शावडे मुस्कुरा कर बोली, मुझे अपनी इतनी फिक्र नहीं है, बस मुझे ये पसंद नहीं कि वो लोग तुम्हें बार बार परेशान करे। वूचान उसे प्यार से गले लगाए हुए था, तभी उसके फोन पर एम्प्रेस का कॉल आ गया। ली रूबिंग थोड़ी नखरे वाली अंदाज में बोली, अभी तुम भी कमाल हो, 2 दिन से एक फोन तक नहीं किया, बिल्कुल चुपचाप रहकर इतने बड़े बड़े काम कर दिए। वूचान उस वक्त शावडे के बालों को प्यार से सहला रहा था। वो हैरान होकर बोला, है क्या कह रही हो तुम। उधर ली रूबिंग न्यूज देख रही थी, हेडलाइंस चल रही थी, एन मैंगलर का नया सिंगल रिलीज, क्वीन की धमाकेदार वापसी। एन मैंगलर ने सिर्फ एक ही दिन में 600 मिलियन प्लेज हासिल किए, शॉकिंग। ली रूबिंग मुंह फुलाकर बोली, अब एक्टिंग मत करो, तुम्हें सब पहले से पता था। वूचान अपना पूरा दिल एन मैंगलन के एल्बम में लगा दिया, क्या तुम सच में उसके शुगर डैडी बनना चाहते हो। वूचान ने मनी मन सोचा, उसका एल्बम रिलीज हो गया, आज इतना बिजी था कि देखने का टाइम भी नहीं मिला। ली रूबिंग प्यार से बोली, काम खत्म होते ही जल्दी से घर आ जाना, यहाँ तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। वूचान और भी कंफ्यूज हो गया, सोच रहा हूँ ये बड़ी सरप्राइज क्या हो सकती है, या फिर बस मुझे मिस कर रही है। अगली सुबह वूचान को एन मैंगलन का फोन आया। फोन उठाती एन मैंगलन घबराई हुई आवाज में बोली, वूचान बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्या आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखे? नंबर 1 ट्रेंड था वूचान, वो स्कमबैग जिसने एन मैंगलन का दिल चुरा लिया। एन मैंगलन किसी की मिस्ट्रेस बनने को भी तैयार। वूचान फोन पर बात कर रहा था, इसी बीच शावडे उसे न्यूज दिखा रही थी। वूचान शांत होकर बोला, इसमें सिर्फ एक बात सच है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी मैंगुआ एंटरटेनमेंट ले गया था, बाकी सब पूरा फिक्शन है। जिसने भी ये स्टोरी लिखी है उसकी इमेजिनेशन काफी अच्छी है। मैंगलन सिर पकड़कर बोली, वूचान आप अभी भी मजाक कर रहे हैं? वूचान हल्का सा मुस्कुराया, लगता है किसी को तुम्हारा एल्बम इतना सक्सेसफुल होना पसंद नहीं आया, इसलिए तुम्हारी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए कोई बड़ी क्राइसिस नहीं आएगा। मैंगलन ने घबरा कर कहा, हमारी कंपनी के बाहर पूरा एरिया रिपोर्टर से भरा हुआ है। वूचान क्या मुझे स्टेटमेंट रिलीज करके सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए? लेकिन उसके मन में एक और डर था, मुझे झूठी अफवाहों से डर नहीं लगता, लेकिन अगर लोग मेरी और वूचान की सच्चाई तक पहुंच गए तो मुझे ली रूबिंग से माफी मांगनी पड़ेगी।
वूचन ने उसे शांत करते हुए कहा, मुझे पता है तुम किस बात की टेंशन ले रही हो, पैनिक मत करो, ना तुम ना तुम्हारी कंपनी कोई स्टेटमेंट रिलीज करेंगे। अभी सबसे जरूरी काम यह है, आर्टिस्टिक असिस्टेंट सूले को तुरंत डिटेन करो और पीआर डिपार्टमेंट के लूची चैंग को भी। वही दोनों चुपके से तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बेच रहे थे और ऑनलाइन पोस्ट भी उन्होंने ही लिखा है। ये सुनते ही मैंगलन एकदम से शॉक हो गए। हाँ? वूचन ने पूछा, मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंगलन जल्दी से बोली, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है मैं आपकी बात मानूंगी, सब हैंडल करती हूँ। वैसे कुछ दिन तक हम ना मिले तो बेहतर रहेगा, स्कैंडल शांत हो जाएगा उसके बाद बात करेंगे, बाय। कॉल खत्म होते ही वूचन ने शावड़े के बाल प्यार से उलझा दिया और बोला, टेंशन मत लो, इतनी सी बात के लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, तुम बस शंघाई में आराम से पढ़ाई करो, माओरुसोंग तुम्हें गाइड करेगा, मैं अब डोंगाई वापस जा रहा हूँ। सीन चेंज हुआ। 3 घंटे बाद वूचन डोंगाई वापस पहुंच गया। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा एक प्यारी सी आवाज आई, हबी। सुचिनियान बच्चों की तरह भागकर उसके गले से चिपक गए। वूचन मुस्कुराकर बोला, अरे सुचिनियान भी यहाँ है। सुचिनियान प्यार से बोली, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे, मैंने तुम्हें इतना मिस किया कि बस मुझे अपने हबीज की हग्स और किसेस चाहिए। वूचन हंस पड़ा, उसने उसे प्यार से गोद में उठा लिया। साइड में बैठे एम्प्रेस ली रुबिंग बस चुपचाप ये सब देख रही थी। उसने मनी मन सोचा, ये सुचिनियन नॉर्मली कितनी शांत लड़की होती है, लेकिन वूचन के सामने आते ही बिल्कुल बदल जाती है। वूचन ने सीरियस होकर पूछा, ली रुबिंग आखिर ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात थी जिसके लिए सुचिनियन को भी यहाँ आना पड़ा? ली रुबिंग मुस्कुराकर बोली, मुझसे मत पूछो, उसी से पूछो। वूचन हैरान होकर सुचिनियन की तरफ देखने लगा। सुचिनियन उसके कान के पास आई और धीरे से फुसफुसाई, अभी मुझे एक बेबी चाहिए। ये सुनते ही वूचन पूरे 5 सेकंड तक बिल्कुल जम गया। सुचिनियन भी उसकी तरफ देख रहे थे, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। ली रुबिंग भी साइड में आंखें बंद करके चुपचाप बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद वूचन ने हल्का सा घबरा कर कहा, लेकिन अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो कंपनी संभालने की एनर्जी कहाँ से लाओगी? ये सुनते ही सुचिनियन खुशी से मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है, लेकिन मुझे अपने हबी के साथ एक बेबी चाहिए। वूचन कुछ देर चुप रहा। उसने मनी मन सोचा, मेरा और सुचिनियन का रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तो इसे पब्लिक करना मुश्किल है, शायद फ्यूचर में भी, लेकिन अगर एक बच्चा उसे इतनी खुशी दे सकता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वूचन मुस्कुराया। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, ठीक है, जैसे तुम चाहती हो, हम एक हेल्दी बेबी का वेलकम करेंगे। ये सुनते ही सुचिनियन बच्चों की तरह उछल पड़ी, ये मैं अभी से अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगी और प्रेगनेंसी की तैयारी करूंगी। अभी मैं पहले एक लकी डेट चूज करूंगी, फिर तुम्हें कॉल करूंगी, बाय ली रुबिंग। ये देखकर वूचन और ली रुबिंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों बिल्कुल स्पीचलेस थे। ली रुबिंग ने गहरी सांस लेकर कहा, इस लड़की को देखकर सच में हार मान लेती हूँ। वूचन शरारती मुस्कान के साथ बोला, देखो सुचिनियन को भी बेबी चाहिए और तुम मुझे कब बेबी दोगी? ली रुबिंग हल्का सा शर्मा कर बोली, मुझे भी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। अगर तुम आज फ्री हो तो चलो अभी चलते हैं। वूचन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसने तुरंत समझ लिया कि ली रुबिंग के मन में क्या चल रहा है। उसने सोचा, लगता है सुचिनियन की बात सुनकर ली रुबिंग को थोड़ी इनसिक्योरिटी हो गई है, अब वो अपनी पोजीशन और पक्की करना चाहती है। ली रुबिंग ने उसकी मुस्कान देख ली। वो मुंह फुलाकर बोली, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो चलो। वूचन अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। दोनों फिर उसके पेरेंट्स के घर के लिए निकल गए। कुछ देर बाद ली रुबिंग आसपास देखते हुए बोली, अभी क्या तुम बचपन से ही यही रहते आए हो? वूचन हंसकर बोला, क्या गरीब होने की वजह से मुझे जज कर रही हो? ली रुबिंग भी मुस्कुराई, जज बिल्कुल नहीं, मैं तो बस सोच रही हूँ इतने सिंपल जगह से मेरा इतना अमेजिंग आदमी कैसे निकला। उसकी तारीफ सुनकर वूचन का सीना गर्व से फूल गया। वो हंसकर बोला, आसान है, क्योंकि मैं 100 सालों में एक बार पैदा होने वाला टैलेंट हूँ। ली रुबिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया, बस अब मजाक बंद करो, अंदर चलो, आंटी को और वेट मत कराओ। फिर दोनों घर के अंदर गए। वूचन ने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, माँ पापा, ये ली रुबिंग है। अपने 20 साल के बड़े बेटे को पहली बार गर्लफ्रेंड के साथ घर आते देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश हो गए। उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा तुम आ गई, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? उसके पापा भी प्यार से बोले, ली रुबिंग वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ, आराम से बैठो। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। पापा ने जाकर दरवाजा खोला। अरे लाउचन, आज कैसे आना हुआ? लाउचन बोला, ओल्डवू, थोड़ी जरूरी बात करनी थी। लेकिन अगली पल उसकी नजर अंदर पड़ी। अरे मैडम ले भी यही है। ली रुबिंग भी हैरानी से बाहर दिखने लगी। वूचन के माँ बाप मनी मन सोचने लगे, क्या लाउचन हमारे बेटी की गर्लफ्रेंड को जानता है? लाउचन तुरंत ली रुबिंग के पास आया। मैडम ली, आप जैसे बड़े लोग बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए शायद मुझे याद ना हो, मैं चैन जिन हूँ, शेंगी केमिकल कंपनी से। ली रुबिंग ने विनम्रता से मुस्कुरा कर कहा, हेलो बॉस चैन। लाउचन ने पूछा, मैडम ली आप यहाँ वूचन के साथ हैं? ली रुबिंग खुशी से वूचन का हाथ पकड़ कर बोली, हाँ वूचन मेरा बॉयफ्रेंड है। वूचन के पापा हंसकर बोले, अरे बिंग बिंग, लाउचन कोई बाहर वाला नहीं है, आओ सब बैठते हैं। लाउचन धीरे से उसके पास झुककर बोला, ओल्डवू तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, तुम्हारा वूचन यूनिवर्सिटी से निकलते इतना अमीर गर्लफ्रेंड ले आया। ये सुनते ओल्डवू हैरान हो गए, बहुत अमीर? उसने कंफ्यूजन में पूछा, तुम क्या कह रहे हो, बिंग बिंग इतनी रिच है? लाउचन ने सीरियस होकर जवाब दिया, तुम्हें सच में नहीं पता? तुम्हारी होने वाली बहू की कॉस्मेटिक कंपनी का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उसकी वैल्यू लगभग 2 या 3 बिलियन है। ये सुनते ही ओल्डवू एकदम चुप हो गया। उसने मनी मन सोचा, ये दोनों एक साथ कैसे आए? मेरे वूचन में ऐसी क्या बात है जो इतनी बड़ी लड़की ने इसे पसंद कर लिया?
तभी वूचन की माँ ने टेबल लगा दिया और आवाज लगाई, सब लोग खड़े ही रहोगे, आओ खाना ठंडा हो जाएगा। लाओचन हंसकर बोला, सिस्टर इन लॉ आज आपके घर गेस्ट आए हैं, मैं चलता हूँ, लावू बड़े बाद में मिलते हैं। उसके बाद चारों लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन ओल्ड वू के चेहरे पर अभी भी सोच भरी गंभीरता थी। वूचन की माँ बोली, बिंग बिंग आओ बेटा, ये टेस्ट करके देखो पसंद आता है या नहीं। फिर उसने वूचन को डांटा, बेटा बस अपना ही मत खा, बिंग बिंग के लिए भी सर्व करो। लिरुबिंग मुस्कुराते हुए बोली, आंटी आप बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। तभी ओल्ड वू ने गहरी सांस लेकर कहा, बिंग बिंग मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे घर आई, लेकिन मुझे एक बात कहनी है, तुम इतनी सक्सेसफुल हो, हमारी फैमिली इतनी अमीर नहीं है, तुम जैसी अच्छी लड़की मेरे बेटे के साथ रिलेशनशिप में है। मुझे डर है कहीं मेरा बेटा तुम्हारे लिए बोझ ना बन जाए। उनकी सच्ची बात सुनकर लिरुबिंग का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने सीधा जवाब दिया, अंकल मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही दोनों एक साथ जोर से बोले, क्या प्रेग्नेंट? सच? कितने दिन हुए? लिरुबिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ दिन पहले डॉक्टर के पास चेकअप करवाया था। अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ने बताया कि प्रेगनेंसी लगभग 20 दिन की है। ये सुनते ही ओल्ड वू ने तुरंत वूचन की तरफ घूरकर देखा और डांटते हुए बोला, ये क्या किया तुमने? जरा भी ध्यान नहीं रखा? तुम्हें सेफ्टी मेजर्स लेने नहीं आते? वूचन बस मासूम सा चेहरा बनाकर चुप बैठा रहा। लिरुबिंग ने तुरंत कहा, अंकल इसमें वूचन की कोई गलती नहीं, पहला कदम मैंने ही उठाया था। उसने प्यार से वूचन की तरफ देखा और आगे बोली, मैं भी अब 27 साल की हो चुकी हूँ, मेरा करियर भी स्टेबल है, अब फैमिली के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। ये सुनते ओल्ड वू जोर से चिल्लाया, अरे नालायक, बिंग बिंग तुमसे शादी करना चाहती है, तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती है और फिर भी तुम खुश नहीं हो। वूचन की माँ भी तुरंत बोली, वूचन आज तो मुझे भी तुम्हें डांटना पड़ेगा, कोई लड़की के साथ ऐसा बिहेव करता है क्या? बिल्कुल ठीक नहीं। फिर वो लिरुबिंग के पास बैठ गई और प्यार से बोली, बिंग बिंग बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर वूचन मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं खुद इसकी क्लास लूंगी। दोनों सास ससुर अपने होने वाली बहू का इतना साइड ले रहे थे और अपने ही बेटे को डांट रहे थे। उस रात लिरुबिंग और वूचन घर लौट आए। रूम में आते ही लिरुबिंग धीरे से बोली, अभी मैंने सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स को खुश करने के लिए प्रेगनेंसी वाली बात बोली थी, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? वूचन मुस्कुराया, नाराज? मैं क्यों नाराज हूँगा, वैसे भी चाहे तो इस बात को सच में भी बदल सकते हैं। यह कहकर उसने शरारती अंदाज में आंख मारी। लिरुबिंग ने मुंह फुला लिया, वैसे सुचिनियन को भी बेबी चाहिए, इतना सब हैंडल कर लोगे? वूचन ने उसे जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। उसने तुरंत उसे अपनी तरफ खींचकर बेड पर गिरा दिया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं बैल जितना स्ट्रांग हूँ, तुम किस बात की टेंशन ले रही हो? जब वो उसके करीब आया, लिरुबिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोली, हाँ हाँ पता है तुम कितने स्ट्रांग हो, इसलिए तो टियान टियान, सुचिनियन, शाओडे, वूरैंग और एनमेंगलान सब तुम्हारे आसपास ही रहती हैं। वूचन मुस्कुराया और बोला, अभी भी जिद कर रही हो, लगता है तुम्हें थोड़ी पनिशमेंट चाहिए। फिर क्या था, उसने अपनी बात को असलियत में बदल दिया। इस पर लिरुबिंग खुशी से चिल्लाई, अरे तुम बहुत बुरे हो। अगली सुबह वूचन को बॉस टैंक का फोन आया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, वूचन माओरुओंग के साथ एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही वूचन थोड़ा सीरियस हो गया। उसने तुरंत पूछा, वो ठीक तो है ना? ओल्ड टैंक ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, लगभग 10 मिनट पहले वो टैंगशियांग इंटरसेक्शन क्रॉस कर रहा था, तब एक ट्रक ने रेड लाइट तोड़कर उसे टक्कर मार दी। वो अभी हॉस्पिटल में और ट्रक ड्राइवर भाग गया। मैंने गुइरुबो से बात की, उसका मानना है कि ये ची ब्रदर्स ने करवाया है। वूचन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ची ब्रदर्स सिर्फ गली के गुंडे हैं, वो किसी को ट्रक से उड़ाने की हिम्मत नहीं करेंगे। बॉस टैंक, हो सकता है इसका चीफ फैमिली से कोई लेना देना ही ना हो, प्लीज गुइरुबो को समझाइए वो कोई जल्दबाजी ना करे, मैं असली कल्प्रिट को ढूंढता हूँ। ओल्ड टैंक हैरान हो गया, तुम्हें लगता है इसके पीछे कोई और है? वूचन ने कहा, हाँ एक काम कीजिए, जिस रोड पर एक्सीडेंट हुआ वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मुझे भेज दीजिए। ओल्ड टैंक बोला, ठीक है मुझे 30 मिनट दो। आधे घंटे बाद वूचन के पास एक्सीडेंट की फुटेज आ गई। वीडियो देखते ही वो बोला, मैंने कहा था ये ची ब्रदर्स नहीं है, ये मोडू का चाओ यांगपिंग है। साइड में बैठी लिरुबिंग ने पूछा, माओरुओंग को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत लोग होंगे, तुम इतने श्योर कैसे हो? वूचन ने फुटेज उसके सामने रखते हुए कहा, एक्सीडेंट के कुछ मिनट पहले और बाद रोड पर चलने वाली लगभग 80% गाड़ियां चाओ यांगपिंग की ग्रुप से हैं। लिरुबिंग हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो सब उनके गैंग की गाड़ियां हैं? वूचन ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, मैं इंटेलिजेंस डीलर हूँ, किसी भी बड़े बॉस की गाड़ियां पहचान सकता हूँ। उसने तुरंत बॉस गू को फोन लगाया, बॉस गू चाओ यांगपिंग का कॉल हिस्ट्री चेक करो, देखो एक्सीडेंट से पहले उसने किस किस से बात की थी, जिसने काम किया उसे पकड़ो, अच्छी तरह पिटाई करो, जब सच बोल दे तब चाओ यांगपिंग से निपटना। बॉस गुइरुबो ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया, जी मिस्टर वू, जैसे आपने कहा। फिर सीन चेंज हुआ आधे दिन बाद एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पर। बॉस गुइरुबो कुर्सी पर शान से बैठा था, हाथ में सस्ती सी लॉलीपॉप थी। उसके सामने दो आदमी बुरी तरह पीट चुके थे, दोनों घुटने के बल बैठे रोते हुए माफी मांग रहे थे। लाल शर्ट वाला आदमी रोते हुए बोला, बॉस गू मुझसे गलती हो गई, माओरुआंग पर अटैक नहीं करना चाहिए था, मेरी जान बख्श दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। बॉस गुइरुबो ने उनकी कन्फेशन सुन ली। उसने मनी मन सोचा, मिस्टर वू की प्रेडिक्शन फिर से सही निकली, सच में चाओ यांगपिंग ही इसके पीछे था। फिर उसने लॉलीपॉप जमीन पर फेंक दी और अपने आदमियों को हुक्म दिया, मारते रहो, जितनी चोट माओरुआंग को लगी है उतनी इसे भी लगनी चाहिए, मेडिकल बिल्स की टेंशन मत लो, सब मैं भर दूंगा। दो लंबे लगड़े आदमियों ने एक साथ जवाब दिया, जी बॉस, और दोनों गुंडे सिर्फ रोते हुए रहम की भीख मांगते रहते।
उधर वूचन अपनी फरारी इतनी तेज चला रहा था जैसे गाड़ी सड़क पर नहीं हवा में उड़ा रही हो। लिरुबिंग थोड़ी सी जलन भरी आवाज में बोली, ये एन मैगलान फिर क्या चाहती है? कल ही तो तुम मोडू से वापस आए हो, आज फिर फोन कर रही है। वूचन आराम से बोला, फोन उठाओ तभी पता चलेगा। लिरुबिंग ने कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से मैगलान की आवाज है, मिस्टर वू नहीं, क्या मिस ली बोल रही है? लिरुबिंग ने थोड़ी बेचैनी के साथ पूछा, क्या काम है? मैगलान ने आगे कहा, अब सब कुछ सेटल हो गया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि इस सब के पीछे कौन था। अब मैं मिस्टर वू से पिछली वाली बात दोबारा डिस्कस करना चाहती हूँ, वही मैंगोआ म्यूजिक के 50% शेयर वाली बात। ये सुनते ही लिरुबिंग की बाहें चढ़ गई। उसने दोबारा पूछा, क्या कहा तुमने? उसने तुमसे कितनी इक्विटी मांगी थी? क्या मैंने सही सुना? 50%? मैगलान ने सीधा जवाब दिया, हाँ। ये सुनते ही लिरुबिंग को तुरंत कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके दिल में एक हल्की सी शक की घंटी बज उठी। उसने फिर पूछा, तो अब तुम उस बात के लिए मान गई हो? मैगलान ने शांति से वजह बताई, पिछली बार हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी। इस बार मैं मिस्टर वू के साथ डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ और ये भी पूछना चाहती हूँ कि मिस्टर वू मोडू कब आ रहे हैं। ये सुनते ही लिरुबिंग ने अपने छोटे से हबी की तरफ देखा। वूचन के चेहरे पर वही शरारती और कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। लिरुबिंग कुछ बोल ही नहीं पाई, बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रही और कार में बैठे वूचन को एन मैगलान से फोन पर आराम से बात करते हुए देखती रह गई। लिरुबिंग अपने हस्बैंड को देखकर मनी मन मुस्कुरा दी। एन मैगलान ने वूचन की इतनी ज्यादा डिमांड्स मान ली, इसका मतलब साफ है कि वूचन उसे नहीं बल्कि एन मैगलान ही वूचन पर फिदा हो चुकी है। लिरुबिंग ने मैगलान से कहा, वूचन ने मोडू का ट्रिप खुद अरेंज कर दिया है, क्या तुम्हें उसे कोई मैसेज देना है? ये सुनकर मैगलान थोड़ी शर्मा कर बोली, जरूरत नहीं, मिस ली मेरी तरफ से वूचन को बता देंगी। लिरुबिंग हंसी और बोली, वाह वूचन कितना स्मार्ट है, शंघाई आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं और एन मैगलान ने खुद अपने 50% शेयर उन्हें दे दिए। सच में तुम लिरुबिंग के हस्बैंड बनने के बिल्कुल लायक हो। वूचन बोला, चलो अब एन मैगलान की बात छोड़ो, मैं अब सुशिनिन से मिलने जा रहा हूँ। लिरुबिंग हैरान होकर बोली, सुशिनिन ने तो कल ही कहा था कि वो बेबी चाहती है, क्या तुम वहाँ उसी काम के लिए जा रहे हो? वूचन मुस्कुरा कर बोला, अब तो दिन निकल आया है, सुशिनिन ऑफिस में काम कर रही होगी, मेरे और भी काम होते हैं, वो नहीं। अगर कोई पूछे तो बस कह देना कि मैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्स देने गया हूँ। ये सुनकर लिरुबिंग ने मुंह फुला लिया और नखरे से बोली, लगता है मेरे बॉयफ्रेंड के कुछ और ही प्लान्स है, ठीक है जाओ अपना काम करो। लगभग 40 मिनट बाद वूचन सुशिनिन के कंपनी के एंट्रेंस पर पहुंच गया। वो सीधा अंदर चला गया जहाँ एक स्टाफ मेंबर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। चलते हुए वो सोच रहा था, अगर सुशिनिन सच में बेबी करेगी तो प्रेगनेंसी को ज्यादा दिन छुपा नहीं पाएगी, चाहे उसके फादर की तबीयत कितनी भी खराब हो, उन्हें जल्दी या देर से पता ही चल जाएगा। सुशिनिन की पर्सनैलिटी को देखते हुए वो मर जाना पसंद करेगी, लेकिन बेबी के फादर का नाम कभी नहीं बताएगी, जिससे उसके फादर बहुत गुस्से में आ जाएंगे। फिर हर तरह के अफवाहें फैलेंगे, उनकी फैमिली ग्रुप की स्टॉक प्राइस गिर जाएगी और कंपटीटर्स मौका देकर शेयर खरीदना शुरू कर देंगे। अगर मैं सुशिनिन और बेबी वाली सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाया तो फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैं आज यहाँ इसी सिचुएशन को पहले ही रोकने आया हूँ। ऑफिस पहुंचकर वूचन ने सेक्रेटरी से पूछा, क्या मिस सू अंदर है? सेक्रेटरी ने पूछा, एक्सक्यूज मी सर, क्या आज डायरेक्टर सू के साथ आपकी अपॉइंटमेंट है? थोड़ी देर बाद अपने प्यारे को देखते हुए सुशिनिन खुशी से बोली, मिस्टर वू। लेकिन सेक्रेटरी को पास देकर उसने तुरंत खुद को संभाल लिया ताकि किसी को कुछ शक ना हो। सुशिनिन ने हल्का सा खास कर कहा, शाओजैंग तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट जाकर पहले अकाउंट चेक कर लो। शाओजैंग तुरंत समझ गई कि एक इशारा है। वो बोली, ठीक है डायरेक्टर सू, मैं अभी अकाउंट चेक करने जाती हूँ। ये कहकर वो बाहर निकल गई और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही रूम में सिर्फ दोनों बचे, सुशिनिन सीधा भागकर वूचन की बाहों में आ गई और खुशी से बोली, हनी तुम मुझसे मिलने आए, इससे मैं बहुत खुश हूँ। कल ही हमने बेबी करने का डिसाइड किया था और तुम आज ही आ गए, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। वूचन ने उसे जोर से गले लगाया और धीरे से कहा, कंपनी में थोड़ा कंट्रोल रखो। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। सफेद होते बालों वाला एक बुजुर्ग आदमी अंदर आया और बोला, सुशिनिन सुबह की मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स अभी तक रेडी नहीं हुए, अभी भी कंप्लीट नहीं हुए। ये आदमी डोंगाई के सबसे अमीर लोगों में से एक था। ये थे सुशिनिन के फादर सू रूवेन। अपने फादर को देखते ही सुशिनिन घबरा गई और जल्दी से वूचन से थोड़ी दूर हट गई। बुजुर्ग ने दोनों को ध्यान से देखा और मनी मन सोचा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और ये जो यंग आदमी इसके पास खड़ा है इसमें भी कुछ अलग बात है। सुशिनिन ने थोड़ा हिचकिचाहट के साथ इंट्रोड्यूस कराया, डैड ये वूचन है। फिर उसने वूचन से कहा, ये मेरे डैड है। नाम सुनते ही सुरुवैन को याद आ गया कि यह वही वूचन है जो उस दिन गोल्फ कोर्स से सुशिनिन को लेकर गया था। उन्हें डोंगाई के टाइकुन्स वाली ड्रिंकिंग पार्टी भी याद आ गई। उस पार्टी में ल्यू गुयान ने कहा था, वूचन मेरा ब्रदर है, जो भी वूचन को ऑफेंड करेगा वो मुझे ऑफेंड करेगा। तब पास बेटी वूरैंग ने हंसकर कहा था, वूचन इतना जबरदस्त है कि उससे कौन पंगा लेना चाहेगा। बस अफसोस ये है कि वो मुझसे 20 साल छोटा है, वरना मैं तो अपनी खुद की शादी ही उससे कर देती। एक और बुजुर्ग आदमी बोला, कुछ ही दिन पहले टोंग फैमिली और ली फैमिली एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। कहा जाता है कि मिस्टर वू ने बीच में आकर उनका झगड़ा खत्म कराया। ये सब याद आते ही सुरुवन समझ गया कि वूचन बिल्कुल आम इंसान नहीं है। उन्होंने बड़े अदब से हाथ मिलाया और बोले, मिस्टर वू आजकल आपके बारे में बहुत सुन रहा हूँ, आज मिलकर लग रहा है कि वाकई आप बहुत प्रॉमिसिंग यंग मैन हैं। वैसे आपको और सुशिनिन का भी कोई अपॉइंटमेंट था क्या?
वूचैन ने बिना घबराए जवाब दिया, ली रुबिंग आज काफी बिजी थी इसलिए उन्होंने मुझे डायरेक्टर सू के लिए डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के भेजा है। सू रुएन को अब भी थोड़ा शक था। उन्होंने सुशिनिन की तरफ देखकर पूछा, अच्छा अगर ऐसा है तो सुशिनिन अपने फादर को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। ये सुनते ही सुशिनिन बुरी तरह घबरा गई। वो हकलाते हुए बोली, डैड एक मिनट, मैं उन्हें ढूंढती हूँ। अपनी बेटी को इतना घबराया हुआ देखकर बुजुर्ग ने मन ही मन सोचा, अभी तो डॉक्यूमेंट्स डिलीवर हुए बताए जा रहे थे और अभी उन्हें ढूंढना पड़ रहा है। मेरी बेटी इतनी अजीब तरह क्यों बिहेव कर रही है, ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लगता है दोनों को छुपा रहे हैं। देखता हो आखिर क्या चल रहा है। फिर बुजुर्ग आदमी बोला, ठीक है डॉक्यूमेंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुशिनिन मिलते हैं या नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस ताइवान फैशन कंपनी के साथ वाली पार्टनरशिप संभालो। फिर उन्होंने वूचैन की तरफ देखकर कहा, मिस्टर वू डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने के बाद अगर आप फ्री हो तो मेरे ऑफिस में आकर एक कप चाय पियेंगे। सुशिनिन घबरा कर बोली, डैड वूचैन और मिसली दोनों ही बहुत बिजी रहते हैं। वूचैन ने उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं सुशिनिन। फिर वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोला, ठीक है चेयरमैन सू, आपका इनविटेशन ठुकराना ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर बाद दोनों सू रुएन के ऑफिस में बैठे थे। बुजुर्ग ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मिस्टर वो आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने नहीं आए थे है ना। वूचैन समझ गया कि बुजुर्ग सब कुछ समझ चुके हैं, फिर भी उसने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया। वो मुस्कुराया और बोला, चेयरमैन सू वाकई अपनी रेपुटेशन के लायक है, आपसे कोई बात छुपाना मुश्किल है। बुजुर्ग ने घूरते हुए कहा, तुम मेरी बेटी से मिलने डॉक्यूमेंट्स का बहाना बना कर आए। सुशिनी ने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला और अब तुम उसे भी झूठ बुलवा रहे हो। आखिर क्यों मिस्टर वू, क्या तुम मुझे इसका रीजन बताओगे। वूचैन मुस्कुराकर बोला, सुशिनिन मेरी एक सीक्रेट बात छुपा रही है। हमारे बीच में एक डील हुई है, मैंने उसकी हेल्प की थी इसलिए वो मेरा सीक्रेट रिवील नहीं करेगी। ये सुनकर बुजुर्ग तुरंत बोले, सीक्रेट, कैसा सीक्रेट। वूचैन ने शांत आवाज में जवाब दिया, ये बताया नहीं जा सकता। इस बार ली रुबिंग ने मुझे यहाँ मिस सू की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भेजा है। ये सुनकर बुजुर्ग हल्की सी हंसी के साथ बोले, हमारी कंपनी की प्रॉब्लम्स, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ और मुझे ही कुछ पता नहीं, लेकिन ली रुबिंग को सब पता है और तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना भी चाहती है। लगता है ली फैमिली ने अपने हाथ काफी अंदर तक बढ़ा दिए हैं। वूचैन ने सीधा जवाब दिया, सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर शियान युआन हुआ। बुजुर्ग शांत लहजे में बोले, शियान युआन हुआ कंपनी के लिए काफी लॉयल है। हाँ उसका स्वभाव थोड़ा कठोर है, लेकिन जितने भी टैलेंटेड लोग होते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। मुझे नहीं लगता उसने कभी ऐसा कुछ किया है जिसके लिए उसे हटा दिया जाए, और ना ही मुझे लगता है कि वो कंपनी को कभी नुकसान पहुंचाएगा। वूचैन ने तुरंत जवाब दिया, ये सच है कि उसने अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि वो क्या करना चाहता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब तक शियान युआन हुआ जिनफू कॉर्पोरेशन में रहेगा तब तक वो खुद एक प्रॉब्लम बना रहेगा। उसकी इतनी पक्की बात सुनकर सू रुएन हैरान रह गया। उन्होंने पूछा, क्या मतलब। वूचैन की आंखें ठंडी पड़ गई। वो बोला, पिछली बार बोर्ड मीटिंग में जिस तरह मिस सू को डायरेक्टर का सपोर्ट मिला उस हिसाब से चेयरमैन सू शायद इस साल उन्हें कंपनी की कमांड देने वाले हैं। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारा मतलब है सुशिनिन चेयरमैन बनेगी तो शियान युआन हुआ खुश नहीं होगा। वूचैन ने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ खुश नहीं होगा, वो जरूर मिस सू के फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। मैनेजमेंट चेंज के वक्त फैक्शन के बीच में पावर स्ट्रगल से बचना है तो शियान युआन हुआ को जितनी जल्दी हो सके हटा देना चाहिए। सू रुएन ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो फिर बताओ मिस ली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहती है। वूचैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, या तो उसे जेल भेज दो या सीधा उसे खत्म कर दो। ये सुनकर सू रुएन अंदर ही अंदर कांप गए। उन्होंने सोचा, मेरी जानकारी के हिसाब से शियान युआन हुआ का सबसे बड़ा गुनाह सिर्फ इतना था कि कई साल पहले कंपनी बैंकरप्ट होने के बाद वो मजबूरी में अंडरवर्ल्ड के साथ स्मगलिंग में फंस गया था, लेकिन उसके लिए सीधा जान से मार देने की बात मैंने कभी नहीं सुना कि ली रुबिंग प्रॉब्लम्स को इतना एक्सट्रीम तरीके से सॉल्व करती हो। चाहे सुशिनिन की हेल्प ही क्यों ना करनी हो, किसी को सीधा मार देने की डिमांड करना यह बहुत ज्यादा है। और अगर कभी फ्यूचर में सुशिनिन और ली रुबिंग के बीच में झगड़ा हो गया तो। ये सोचते ही सू रुएन की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। ऐसा फ्यूचर सोचना भी डरा देने वाला था। वूचैन ने शांत आवाज में कहा, ये शियान युआन हुआ बहुत बुरे काम कर चुका है चेयरमैन सू, जल्दी से मिस सू के लिए इस टाइम बम को हटा दीजिए। सू रुएन बोले, अच्छा बहुत बुरे काम किए है उसने। वूचैन ने हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, चेयरमैन सू की नजर में वो सिर्फ एक बदनसीब आदमी है जो मजबूरी में स्मगलिंग की दुनिया में चला गया, और जिनफू कॉर्पोरेशन ने उसकी कंपनी एक्वायर करने के बाद वो मेहनत से काम करता हुआ दिखता रहा। लेकिन असल में शियान युआन हुआ बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसकी बेटी ने कम उम्र में प्यार कर लिया था। उसके बॉयफ्रेंड को अंडरवर्ल्ड के लोगों से इतना पिटवाया गया कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ गया। एक बार किसी ने गलती से उसकी कार को हल्का सा टच कर दिया था। उसने उसको इतना पिटवाया कि वो कोमा जैसी हालत में हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके मिस्ट्रेस चाहते थे कि उसे ऑफिशियल वाइफ का दर्जा मिले। उसने उनके रिलेशनशिप को पब्लिक करने की डिमांड की। उसने तुरंत उस औरत को मरवा दिया और उसकी लाश शहर के बाहर इंडस्ट्रियल पार्क में दबवा दी। फिर वूचैन ने धीरे से कहा, ऐसी और भी बहुत सारी गंदी हरकतें हैं जो पूरी बताई भी नहीं जा सकती। चेयरमैन सू, क्या आप वाकई ऐसे इंसान को मिस सू के पास रहने देना चाहेंगे। ये सब सुनने के बाद बुजुर्ग भी अंदर से हिल गया। स्मगलिंग वाली बात के अलावा उन्हें कभी यकीन ही नहीं हुआ था कि शियान युआन हुआ जो 10 साल से भी ज्यादा वक्त से उनके लिए काम कर रहा है इतना खतरनाक इंसान हो सकता है। उन्होंने सोचा, कहीं वूचैन ये सब कहानी तो नहीं बना रहा। बुजुर्ग ने पूछा, मिस्टर वू, जो कुछ तुम कह रहे हो क्या वो सब सच है।
वूचन ने बिना झिझक जवाब दिया, सच्चाई की जांच करना बहुत आसान है, मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। सुरुएन ने भाई चढ़ाते हुए कहा, अगर वो वाकई ऐसा इंसान है तो उसे सुशिनिन के पास बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो उसकी मिस्ट्रेस की लाश की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? वूचन ने एक फोटो निकालकर उन्हें दे दी। लोकेशन है नॉर्थ सबर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, नए फैक्ट्री एरिया के वेयरहाउस नंबर 5 के पीछे। टैनर मशीनरी फैक्ट्री सेकंड पार्किंग स्पेस के पास, दूसरे और तीसरे पार्किंग स्पेस के बीच में जो पेड़ है उसके बाएं तरफ 2 मीटर नीचे। ये बोलते वक्त वूचन को अपनी 1000 साल की रीइंकार्नेशन वाली जिंदगी याद आ गई। एक बार उसने सोचा था कि सुशिनिन को खुश करने का तरीका बदला जाए, तब वो खुद वहां जाकर उस जगह की खुदाई कर चुका था, इसलिए उसे वो जगह आज भी बिल्कुल साफ याद थी। सुरुए ने पूछा, मिस्टर वो इन सब के अलावा और भी कुछ है? वूचन मुस्कुराकर बोला, बॉस आप वाकई बॉस है, या तो कोई काम करते ही नहीं है, अगर करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। मुझे आपका स्टाइल बहुत पसंद है, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद दोनों ने लगभग 1 घंटे तक बैठकर आराम से बातें करते रहे। सारी बात खत्म होने के बाद वूचन खड़ा हुआ और बोला, बॉस अगर सब कुछ क्लियर हो गया है तो मैं चलता हूँ। सुरुएन खुशी से बोले, ठीक है, ये सब मिस ली की वजह से पॉसिबल हुआ है, मेरी तरफ से उनका शुक्रिया जरूर करना। वूचन के जाते ही सुरुएन ने तुरंत ली रूबिंग को फोन लगाया। कॉल कनेक्ट होते ही ली रूबिंग बोली, हेलो अंकल सू। सुरुएन जोर से हंसे, मिसली अभी मेरी वूचन से बात खत्म हुई है, सुशिनिन की हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब इतना सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है, आगे से कुछ भी हो सीधा मेरे पास आ जाना। वैसे भी मैंने लोगों को लाश निकालने के लिए भेज दिया है। ये सुनकर ली रूबिंग पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उसने मन ही मन सोचा, लाश निकालने? किसकी लाश? वूचन आखिर क्या कर रहा है? क्या वो सुरुएन के लिए कोई जाल बिछा रहा है? लेकिन मैं जवाब क्या दूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो बुरा फंस गई मैं। दूसरी तरफ चुपचाप सन्नाटा देखकर सुरुएन ने पूछा, हेलो मिसली आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है, क्या लाइन पर है? ली रूबिंग अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। नॉर्मली वूचन इतनी बड़ी गलती नहीं करता। अगर इस बात में मेरा नाम यूज करना था और उसने पहले मुझे कुछ बताया नहीं, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो चाहता है कि सुरुएन मुझ पर शक करे। ली रूबिंग ने संभालते हुए जवाब दिया, अंकल सू मैं यही हूँ। सुरुएन बोले, मुझे लगता है मिस्टर वू ने शियान युआन हुआ से जुड़े कुछ लोगों के नाम बताए होंगे, लेकिन आपने अभी तक पूरी सिचुएशन क्लियर नहीं की। मिसली क्या आप थोड़ा और बता सकती हैं? ली रूबिंग थोड़ी हिचकिचाई और बोली, सच कहूं तो मुझे भी पूरी बात क्लियर नहीं है। अंकल सू मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? कॉल खत्म होते ही सुरुएन के माथे पर थोड़ा पसीना आ गया। उन्होंने सोचा, अगर शियान युआन हुआ की इन्वेस्टिगेशन ली रूबिंग ने की होती तो वो इतनी घबराती क्यों? रुको, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब पता लगाने वाला असल में ली रूबिंग नहीं बल्कि वूचन है। सुरुएन दूर देखते हुए पुरानी बातें याद करने लगे। सुशिनिन से बोर्ड ने उसके पावर्स तभी छीने थे जब वूचन ने उसे गोल्फ कोर्स से ले गया था। हाँ, उससे पहले मैंने कभी सुशिनिन और वूचन का नाम साथ में कभी नहीं सुना। और आजकल डोंगर में वूचन के बारे में जो अफवाह चल रही है, अगर वो सिर्फ ली फैमिली का दामाद होता तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें कभी अचीव नहीं कर पाता। फिर सीन चेंज हुआ। इंडस्ट्रियल पार्क में फावड़े चलने की आवाज गूंज रही थी। 2 आदमी जोर से बोले, बॉस हमें मिल गया, यहाँ सच में एक औरत की हड्डियां दबी हुई है। ये देखकर सुरुएन अंदर तक हिल गया। वूचन गलत नहीं था, ये यंग आदमी वाकई बहुत ही कैपेबल है। इसी वक्त दूसरी तरफ वूचन अपनी प्यारी वाइफ के साथ बैठकर आराम से बातें कर रहा था। ली रूबिंग ने हल्का सा मुंह बनाकर बोला, हनी अगली बार ऐसा मजाक मत करना, अगर मैं टाइम पर रिएक्ट ना करती तो। सुशिनिन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बिल्कुल अभी जब डैड ने हमें देख लिया था तब मेरा दिल मुंह से बाहर आ गया था। ली रूबिंग हंसी और बोली, कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई सुपर पावर तो नहीं है। वूचन ने देखा कि वो सब उसकी तरफ ध्यान से देख रही है। उसने मन ही मन सोचा, अगर इन्हें मेरी असली एबिलिटी का सीक्रेट पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी पीछे खड़े टियान ने शरारत से वूचन के गले को छेड़ते हुए प्यार से डांटा, तुम बहुत बुरे हो, बिल्कुल बिगड़े हुए। वूचन हंस पड़ा और मजाक में बोला, टियान इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम भी मेरे लिए एक प्यारा सा बेबी चाहती हो? ये सुनकर टियान शर्मा गई। वो बोली, मैं अभी भी अपनी बेस्ट एज में हूँ, मैंने अभी तक उस बारे में सोचा भी नहीं। वूचन ने मुस्कुराकर उसके माथे पर हल्का सा उंगली से ठोक दिया। अच्छा, ये तुमने खुद कहा है, तो आज रात में ली रूबिंग और सुशिनिन के साथ सोऊंगा और तुम सोफा पर सोना। उसके मजाक से छिड़कर टियान ने अपना माथा पकड़ लिया और मुंह फुलाकर बोली, तुम्हें बस मुझे ही तंग करना आता है। वूचन हंस पड़ा, मैं बस मजाक कर रहा था। वैसे टियान मुझे तुमसे बालकनी में थोड़ी जरूरी बात करनी है। टियान ने हैरानी से पूछा, कैसी बात? वूचन का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। टियान मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी परमिशन के बिना हमारी पहली मुलाकात के बारे में किसी को मत बताना। टियान हैरान होकर बोली, लेकिन हम तो बार में मिले थे, तुमने ही मुझसे बात करनी शुरू की थी और मेरे लिए दूसरे लोगों से भी लड़ गए थे, वहाँ तो बहुत सारे लोगों ने विटनेस किए थे। वूचन उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा और मन ही मन सोचा, लगता है इसने मेरी असली बात समझी ही नहीं। उस वक्त मुझे रीइंकार्नेशन का राज पता चल चुका था। अपनी 1000 साल की रीइंकार्नेशन की कहानी मैंने सिर्फ टियान को बताई थी। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। वूचन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, बस इतना याद रखना, किसी को मत बताना, ठीक है? टियान को अचानक कुछ याद आया। वो शर्मा गई और धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन होगी। वूचन ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा क्या चाहिए तुम्हें?
टियान ने प्यार से कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे, मुझे हमेशा पैम्पर करोगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए ब्रदर, वो हमेशा मेरी हेल्प करेंगे और मेरी प्रोटेक्शन भी। ये सुनकर वूचान मुस्कुरा और उसके सिर पर प्यार से थपकी दी, बस इतनी सी बात, जब तक तुम हमारा सीक्रेट किसी को नहीं बताओगी मैं यह प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा। ये सुनकर टियान बहुत खुश हो गई। उसने प्यार से वूचान का हाथ पकड़ कर कहा, तुमने खुद प्रॉमिस किया, आप तोड़ना मत। वूचान शरारती अंदाज में बोला, लेकिन आज रात तुम्हें पैम्पर नहीं कर पाऊंगा। सुशिनिन बेबी चाहती है, इसलिए तुम जैसी बड़ी बेबी का उसके साथ सोना ठीक नहीं होगा। टियान ने मुंह फुला लिया है, चैंपियन मुझे पता था मैं अकेले ही सो जाऊंगी, सबसे छोटी को तो कोई प्यार ही नहीं करता। फिर सीन चेंज हुआ प्राइवेट रूम में। वूचान नहाकर फ्रेश हो चुका था। वो सुशिनिन से पहले की गई बात याद दिलाते हुए बोला, मैं रेडी हूँ सुशिनिन, आप शुरू करें। सुशिनिन ने उसकी तरफ शरारती मुस्कान के साथ देखा और बोली, इतनी भी क्या जल्दी है। उसने धीरे से अपनी जैकेट उतारनी शुरू की और मुस्कुराती हुए बोली, आजकल मैं अपनी मास्टर की अच्छी सर्विस नहीं कर पा रही, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। सुशिनिन ने एक क्यूट व्हाइट बनी वेट्रेस का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। वो एक साथ बहुत प्यारी भी लग रही थी और काफी अट्रैक्टिव भी। उसने एक छड़ी हाथ में उठाई और शरारती अंदाज में बोली, मास्टर इस पापी पर बिल्कुल रहम मत कीजिए, अच्छी तरह पनिशमेंट दीजिए। वूचान उसकी तरफ देखकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने मनी मन सोचा, मैंने अभी टियान से कहा था कि हमें बेबी के बारे में सोचना चाहिए, लगता है मैं अपनी बात भूल रहा हूँ। सुशिनी ने उसे यूं खोया हुआ देखकर पूछा, मास्टर आप क्यों रुक गए, मुझे पनिशमेंट क्यों नहीं दे रहे? वूचान मुस्कुराया, ठीक है फिर मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। फिर वूचान ने सुशिनिन पर लगातार हमले शुरू कर दिए। सुशिनिन के हाव भाव से पता चल रहा था कि वूचान कितने जोरदार तरीके से हमला कर रहा था। वो कांप रही थी और हाफते हुए करा रही थी। इसके दूसरी तरफ लिरुबिंग अपने बेडरूम में काम में पूरी तरह बिजी थी। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि वो आवाजें कहां से आ रही थी। उधर टियान ने शर्माकर मुंह फेर लिया और मनी मन बोली, वूचान तुम भी ना कितने बदमाश हो। इसी वक्त सुरुवन एक्सकवेशन का काम खत्म करके घर लौट आए। उसकी वाइफ ने पूछा, आप इतने देर से क्यों आए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, आप इतना काम मत कीजिए, सुशिनिन या मैं संभाल लेंगे। सुरुवन थके हुए अंदाज में बोले, मुझे पता है लेकिन कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। वैसे सुशिनिन कहाँ है, उसे बुलाओ, मुझे उसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिसिस सु बोली, सुशिनिन तो मिस ली और वूचान के घर गई है, आज रात वो वापस नहीं आएगी, उसने फैमिली ग्रुप में मैसेज भी भेज दिया था, आपने देखा नहीं? ये सुनकर सुरुवन थोड़ा हैरान हुआ। आज दोपहर में बहुत बिजी था इसलिए मैसेज नहीं देख पाया। लेकिन तुमने क्या कहा, वो कहाँ गई है? वूचान के घर पर। मिसिस सु मुस्कुरा कर बोली, आप भी ना, मिसली भी वही है, वो मिसली से मिलने गई है। मैंने सुना है वूचान आजकल बिजनेस ट्रिप पर रहता है, शायद घर पर भी नहीं हो। लेकिन सुरुवन के चेहरे पर शक और गहरा हो गया। उसने मनी मन सोचा, हर बात का कनेक्शन वूचान से ही क्यों निकलता है? मुझे लगता है कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। एक हफ्ते बाद लू गुयान की शादी है, पूरा ईस्ट चाइना बिजनेस कम्युनिटी वही होगी, तब मैं उसके फादर से वूचान के बारे में अच्छी तरह पूछूंगा। फिर सीन चेंज हुआ एक हफ्ते बाद लू गुयान की शादी में। आज के दिन दूल्हा और दुल्हन के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा अटेंशन खींच रहा था तो वो थे वूचान और लिरुबिंग। दोनों एक साथ कमाल के लग रहे थे। एंट्रेंस पर लू गुयान का बेटा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे उन्हें देखा वो मुस्कुराकर बोला, अंकल आंटी आप दोनों आ गए, डैड ने मुझे यही खड़े होकर आपका वेट करने को कहा था। ये सुनकर लिरुबिंग एक पल के लिए हैरान रह गए, हैं हमारे इतने बड़े भतीजे भी हैं? वूचान जोर से हंस पड़ा, क्या हुआ, अभी तक नई टाइटल की आदत नहीं पड़ी? जब तक हम खुद मिलकर डिसाइड नहीं कर सकते कि एक दूसरे को क्या बुलाना है तब तक तुम्हारे डैड की बात मानने की जरूरत नहीं। भतीजा थोड़ा शर्मा गया और बोला, जी ठीक है ब्रदर वो सिस्टर ली, प्लीज अंदर आइए, हॉल में चलिए। हॉल में काफी भीड़ थी। वूचान ने लिरुबिंग की कमर में हाथ डालते हुए कहा, हनी चलो किसी शांत जगह चलते हैं, यहाँ बहुत भीड़ है। तभी पीछे से एक पहचानी हुई आवाज आई, मिस्टर वू। ये वूरैंग थी। पब्लिक जगह होने की वजह से उसने उसे नाम से नहीं बुलाया। उसके हाथ में 2 वाइन के ग्लास थे। वो मुस्कुराकर बोली, काफी दिन हो गए। लिरुबिंग ने अपनी राइवल को देखते ही थोड़ा असहज होकर कहा, वूरैंग आज यहाँ बहुत लोग हैं, अगर तू मेरे हस्बैंड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहती तो कोई हंगामा मत करना। वूरैंग ने धीरे से लिरुबिंग की तरफ देखकर कहा, मिसली क्या कह रही है, मैं अपने ही आदमी के लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करूंगी? जैसे ही दोनों मिले माहौल में हल्का सा तनाव भर गया। वूचान मनी मन हंस पड़ा। दोनों मिलते ही हवा में गन पाउडर की स्मेल आ जाती है। लिरुबिंग ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें अपनी पोजीशन का पता होना चाहिए, ज्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करो। लिरुबिंग को इतना टेंस देखकर वूरैंग बिल्कुल शांत आवाज में बोली, अरे इतना गुस्सा क्यों, ऐसे अपने आदमी की हेल्प कैसे करोगी? अभी थोड़ी देर पहले सुरुवन मुझसे मिलने आए थे, उनके हर बात में बस वूचान को लेकर ही सवाल थे। लिरुबिंग थोड़ा कंसर्न होकर बोली, तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? वूरैंग ने आराम से वाइन का सिप लिया और बोली, मैं क्या कहती हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, असली बात यह है सुरुवन अब क्या करने वाला है। वूचान ने धीरे से लिरुबिंग के कान में कहा, जाकर सुशिनिन को ढूंढो। लिरुबिंग हैरान होकर बोली, इतनी बड़ी बात है क्या? वूचान ने सिर्फ इतना कहा, जाओ यहाँ की टेंशन मत लो। लिरुबिंग का मन तो नहीं था कि वूरैंग और वूचान को अकेला छोड़े, लेकिन उसने आखिर में सिर हिला दिया, ठीक है। लिरुबिंग के जाते ही वूचान और वूरैंग ने अपने ग्लासेस टकराए। वूरैंग हल्की सी उदासी के साथ बोली, मेरा छोटा हस्बैंड सबके सामने मिसली के साथ इतना क्लोज था, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। वूचान उसका मतलब समझ गया। उसने हल्का सा मुस्कुराकर ग्लास टकराया और बोला, तो सिस्टर वूरैंग किसी शांत जगह चलना चाहती है?
फिर वूचन जगह ढूंढने चला गया। वूरैंग ने उसे जाते हुए देखा और प्यार से मनी मन कहा, HMPH तुम भी ना शरारती लड़के। थोड़ी देर बाद दोनों को एक प्राइवेट जगह मिल गई। वूरैंग ने कहा, लगता है तुम जगह ढूंढने में काफी माहिर हो। बिना और कुछ कहे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और वूचन पर एक जोशीला किस किया गया। इसी दौरान लिरुबिंग अभी सुशिनिन के साथ हंस बोल रही थी। सुरुआन ने उन्हें देखा और सोचा, मिसली अकेले क्यों है, वूचन कहाँ है। तभी सुरुआन उनके पास आए। वो मुस्कुरा कर बोले, मिसली पिछली बार मैं आपका पर्सनली शुक्रिया नहीं कर पाया था। आज जब आप और मिस्टर वू दोनों यही है तो मैं दिल से आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लेकिन वूचन कहाँ है। लिरुबिंग ने हल्का सा ऑकवर्ड स्माइल दिया। वूचन और वूरैंग उधर बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं। सुरुआन ने सिर हिला दिया, ठीक है मुझे भी उनसे कुछ बात करनी है, मैं उन्हें ढूंढ लेता हूँ। उधर सुरुआन बाहर निकले और इधर उधर देखने लगे। उन्होंने सोचा शायद मिस्टर वो इसी तरफ होंगे, लेकिन तभी उनके कानों में कुछ बहुत ही करीबी सी आवाजें पड़ी। वो एकदम से रुक गई। ये आवाज ये किसकी हो सकती है। जिज्ञासा में वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़े और जो उन्होंने देखा उससे वो बिल्कुल सन रह गए। वूचन और वूरैंग वही एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत कर रहे थे। सुरुआन के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने मनी मन सोचा, वूरैंग ने उस दिन कहा था अगर मैं 20 साल छोटी होती तो वूचन से शादी कर लेती। मैं तो उसे मजाक समझता था, लेकिन ये सब सच था। लेकिन लिरुबिंग का क्या? नहीं, असली बात उनका रिलेशनशिप नहीं है। असली सवाल यह है, क्या हर पावरफुल औरत वूचन की तरफ खींच जाती है। इसी बीच वूरैंग को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। वो तुरंत रुक गई और बोली, कौन है वहाँ। सुरुआन घबराकर तुरंत दीवार के पीछे छुप गए। वूचन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मनी मन सोचा, लिरुबिंग तुमने कमाल का काम किया, अब सब कुछ लगभग कंप्लीट हो चुका है। सुरुआन पसीने से भीग चुके थे। उन्होंने सोचा, वूरैंग जैसी शक्तिशाली औरत भी अपने से 20 साल छोटे आदमी से प्यार करती है और वो आदमी किसी और का बॉयफ्रेंड भी है। उसके दिमाग में तुरंत वूरैंग और लिरुबिंग के आमने सामने आने का सीन घूम गया। दोनों की पर्सनैलिटीज वैसी ही लगती है। अगर कभी यह बात बाहर आ गई तो पूरी फाइनेंशियल दुनिया हिल जाएगी। डोंगर ली फैमिली और वो फैमिली के बीच जंग का मैदान बन जाएगा। अचानक सुरुआन के दिमाग में एक ख्याल आया, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं वूचन इतना हिम्मती है कि सुशिनिन भी उसका सीक्रेट छुपा रही है? क्या दोनों के बीच भी कुछ है? थोड़ी देर बाद वो वापस हॉल में आए। उन्होंने देखा कि सुशिनिन, टियान और लिरुबिंग खुशी खुशी बातें कर रही थी। टियान मुस्कुरा कर बोली, नमस्ते अंकल। लिरुबिंग ने पूछा, अंकल सू क्या आपको वूचन मिल गया? सुरुआन ने थोड़ी ऑकवर्ड हंसी के साथ कहा, मैं काफी ढूंढ कर आया लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। लिरुबिंग ने अपना फोन निकाला और बोली, तो मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ। तभी अचानक हॉल में हल्ला मच गया। जल्दी से इंस्टाग्राम का नया हॉट सर्च देखो। एमसीडी की ची रियल एस्टेट के दोनों चेयरमैन अरेस्ट हो गए। उन पर मर्डर के लिए लोग हायर करने का आरोप लगा है। ये देखकर लिरुबिंग ने भी तुरंत न्यूज खोली। उसका चेहरा सीरियस हो गया। सुशिनिन ने चिंता से पूछा, क्या हुआ सिस? लिरुबिंग बोली, ची ब्रदर ने शाउडे को परेशान करके हमारे वूचन को ऑफेंड कर दिया था। मुझे बस ये डर है कि उसने बहुत ज्यादा लोगों को दुश्मन ना बना लिया हो। सुशिनिन ने फकर से मुस्कुरा कर कहा, अरे टेंशन मत लो, वो हमारे हस्बैंड है, उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी वूचन चलकर उनके पास आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे यहाँ किसकी बात की गॉसिप चल रही है? वूचन ने देखा कि सुरुआन भी वही खड़े हैं। वो बोला, अरे बॉस भी यही हैं। सुरुआन ने वूचन की तरफ देखकर कहा, मिस्टर वू, उस दिन जो बात तुमने मुझे इन्वेस्टिगेशन करने कही थी उसका रिजल्ट मिल गया। चलो थोड़ी देर प्राइवेट में बात करते हैं। फिर दोनों एक कोने में चले गए। सुशिनी ने हैरानी से कहा, पता नहीं दोनों क्या बात कर रहे हैं, लगता है बाद में ब्रदर वू से ही पूछना पड़ेगा। कुछ मिनट बाद वूचन वापस आया। उसने लिरुबिंग को भावों में लेते हुए कहा, चलो मेरी जान, ब्रदर लू की वेडिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। लिरुबिंग ने उत्सुकता से पूछा, अंकल सू से क्या बात हुई? वूचन मुस्कुराया, मैंने उनसे कुछ खास नहीं कहा। मैं वेडिंग खत्म होने से पहले ही निकल जाऊंगा, उसके बाद शायद वो तुम्हें मिलने आएंगे। लिरुबिंग ने थोड़े गुस्से में कहा, तुम मुझे पूरा दिन इधर उधर घुमाते रहे और सबसे मुश्किल काम मेरे सर पर डाल दिया। सिर्फ सुशिनिन की वजह से मुझे मानना पड़ा। ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना? तुम इतने बुरे क्यों हो? अपनी वाइफ को नाराज देखकर वूचन प्यार से उसके करीब आ गया और बोला, क्योंकि मेरी लिरुबिंग सबसे अमेजिंग है। ये सुनकर लिरुबिंग का गुस्सा तुरंत पिघल गया। वो शर्मा कर बोली, तुम भी ना बहुत बुरे हो। उसी दोपहर बिल्कुल वूचन की प्रेडिक्शन के मुताबिक लिरुबिंग बस अकेली बैठी थी। तभी सुरुआन उसके पास आ गई। वो बोले, मिसली आप यहाँ अकेली हैं? लिरुबिंग ने आराम से अपनी ड्रिंक का सिप लिया और बोली, वूचन को कुछ काम था इसलिए वो पहले ही चला गया। सुरुआन में बैठ गए। मिसली, मुझे वूचन से जुड़ी एक बात करनी है। लिरुबिंग ने उत्सुकता से पूछा, कैसी बात? सुरुआन ने गंभीर होकर कहा, मैंने सुना कि आप वूरैंग को अपना आइडल मानती थी और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी। अब आप दोनों के बीच कैसा रिश्ता है? उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लिरुबिंग ठंडी आवाज में बोली, हाँ पहले वो मेरी आइडल थी, लेकिन अब मैं उन्हें सिर्फ एक औरत के रूप में देखती हूँ। ये सुनकर सुरुआन के बदन में ठंडी सी लहर दौड़ गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। लिरुबिंग ने सीधा पूछा, लगता है बॉस को मेरे, वूचन और उस औरत के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। सुरुआन जल्दी से बोले, तुम्हारा मतलब तुम्हें पहले से ही पता था? लिरुबिंग ने शांत लहजे में जवाब दिया, मेरे वूचन की एक बुरी आदत है, वो आसानी से लड़कियों को अपनी तरफ खींच लेता है। सुरुआन हैरान रह गए, इतनी सारी वुमेन, तो फिर उसमें और डिंगलोंग में क्या फर्क है? तुम ऐसे आदमी को एक्सेप्ट कैसे कर सकती हो? मैं बुढ़ा हो गया हूँ, ये सब मेरी समझ से बाहर है। लिरुबिंग हल्की सी मुस्कुराई, क्योंकि वो अलग है, आप नहीं समझेंगे अंकल।
कैसे समझाओ, वूचान लोगों की सोच से कहीं ज्यादा कमाल का इंसान है, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है। ये सुनकर सुरुएन एक पल के लिए चुप हो गए। लोगों की सोच से भी ज्यादा कमाल, कहीं वो कोई आसमानी हस्ती तो नहीं। लिरुबिंग तुरंत हंस पड़ी। नहीं नहीं, आप खुद देख लीजिए, आप सब लोग चीरी रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, उसके पीछे भी वूचान ही है। सुरुएन हैरान होकर बोले, उसका भी कनेक्शन वूचान से है? लिरुबिंग ने सिर हिला दिया। वूचान ने टोंग फैमिली और गुई फैमिली के एल्डर से कहा था कि 3 दिन के अंदर ये मैटर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ची ब्रदर्स ने उसकी एक और औरत शाउडे को ऑफेंड किया था। सुरुएन अविश्वास से बोले, मोडू की टैंग और गुई फैमिली भी उसकी हेल्प करने को तैयार हो गई। एक औरत के लिए उसने 3 दिन में मल्टी बिलियन कंपनी बर्बाद कर दी। लिरुबिंग ने शांत आवाज में कहा, वूचान अपनी हर औरत से बहुत प्यार करता है, चाहे उसने उनसे कोई प्रॉमिस किया हो या नहीं। बाहर वाले कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो उनके लिए कितना कुछ कर सकता है। वैसे लगता है उसने फिर से एक और नया हॉट सर्च क्रिएट कर दिया। उसने तुरंत फोन निकाला और सुरुएन को हेडलाइन दिखाई, सुपरस्टार शाओ शैंगलोंग का वैंग शाओशाओ के साथ एफएन एक्सपोज, ही जियांग मीडिया के सारे शेयर्स क्रैश। सुरुएन ने हैरानी से पूछा, क्या ये भी उसने अपनी किसी औरत के लिए किया? लिरुबिंग ने हल्की सी सांस भरी, हाँ, इस बार उसकी नई औरत एन मैंगलान। फिर उसने समझाया, कुछ वक्त पहले ही जियान मीडिया ने एन मैंगलैंड के साथ बहुत गंदी चाल चली थी। उन्होंने उसके नए एल्बम के म्यूजिक का सोर्स लीक कर दिया और म्यूजिकल जीनियस शेनवू को लेकर स्कैंडल भी खड़ा किया। वैसे शेनवू असल में वूचान ही है, अब बस वूचान उनसे बदला ले रहा है। सुरुएन चुपचाप बैठकर सोचने लगे। शेनवू और वूचान दोनों नाम कहीं न कहीं काफी मिलते जुलते लग रहे हैं। लिरुबिंग ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वूचान को नेटिजन सदी का एक ही म्यूजिकल जीनियस कहते हैं, लेकिन असल में वो तो जैसे आसमान के खिलाफ चलने वाला इंसान है। शायद वो एन मैंगलैंड को और भी ऊपर तक पहुंचाना चाहता है। सुरुएन ने हैरानी से पूछा, तो मिस ली? 10-15 दिन पहले सुशिनिन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इतना सपोर्ट भी सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि वूचान उसे खुश करना चाहता था। लिरुबिंग ने सीधा जवाब दिया, जी अंकल, ये सब वूचान ने ही अरेंज किया था। ये सब सुनकर सुरुएन का चेहरा और भी उदास हो गया। वो धीरे से बोला, मतलब सुशिनिन भी वूचान की ही औरत है? लिरुबिंग ने शांत लहजे में कहा, अंकल सु, अगर आपने ये बात मेरे सामने कही है तो मुझे लगता है जवाब आपके दिल में पहले से ही है। सुबह से लेकर अब तक सुरुएन जिस बात को लेकर बार बार सोच रहे थे, आखिर वो सच ही निकली। लिरुबिंग की बात सुनकर वो बिल्कुल चुप हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से पूछा, ये सब कितने वक्त से चल रहा है? लिरुबिंग बोली, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। जिस दिन वूचान सुशिनिन को गोल्फ कोर्स से ले गया था, शायद वही उनकी पहली मुलाकात थी। सुरुएन ने जोर से अपनी मुट्ठी बांध ली। सिर्फ पहली मुलाकात में उसने मेरी वाइफ से टकरार भी कर ली और अगले ही दिन सुशिनिन बोर्ड की पावर भी हासिल कर गई। जितना ज्यादा सुरुएन इस बारे में सोचते गए, उतना ही उनका गुस्सा बढ़ता गया। साथ ही उनके दिल में डर भी था, कहीं मेरी वारिस किसी की चुपचाप लवर बनकर ना रह जाए और कहीं मेरा मल्टी बिलियन जिनफो ग्रुप एक खूबसूरत जवान लड़के के हाथ ना चला जाए। लिरुबिंग ने उनकी तरफ देखकर पूछा, अंकल, कहीं आप सुशिनिन के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करके उसे वूचान से दूर करना तो नहीं चाहते? वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि लोग मर जाएंगे। सुरुएन गुस्से में बोला, ये क्या बकवास है, मैं एक बाप हूँ। अगर मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी की लवर बने तो क्या वो मुझे ही मार देगा? लिरुबिंग ने आराम से सिर हिला दिया, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रही। मैं उन लड़कों की बात कर रही हूँ जो सुशिनिन से ब्लाइंड डेट करने की हिम्मत करेंगे। जो भी उसे मिलने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। सुरुएन ने शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। अच्छा, लेकिन डिंगलोंग तो अभी भी जिंदा है, या फिर सुशिनिन लिरुबिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वूचान के लिए? लिरुबिंग की आंखों में एक पल के लिए अफसोस सा दिखाई दिया। वो धीरे से बोली, डिंगलोंग 1 साल के अंदर जिंदा नहीं बचेगा। कुछ दिन पहले जब वो डोंगा आया था तब उसका एक हाथ लगभग चल ही गया था। ये सुनकर सुरुएन की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। उन्हें तुरंत डिंगलोंग वाला इंसिडेंट याद आ गया। उस वक्त पूरे देश में उसकी ही चर्चा थी। उन्होंने सोचा, मैं तो समझा था ली फैमिली बस अफसोस उड़ा रही है, लेकिन ये सब तो सच था। डिंगलोंग जो देश के सबसे बड़े फैमिलीज के यंग जनरेशन का जीनियस माना जाता था, वो भी वूचान का मुकाबला नहीं कर सका। सुरुएन गंभीर होकर बोला, अगर डिंगलोंग मर गया तो देश की कई बड़ी फैमिलीज का बैलेंस ही टूट जाएगा। ली फैमिली शायद और भी पावरफुल हो जाए या फिर खुद बर्बाद हो जाए। क्या तुम लोग वाकई वूचान को इतनी बड़ी तबाही मचाने दोगे? लिरुबिंग ने शांत आवाज में जवाब दिया, सच कहूं, कुछ दिन पहले मेरे फादर ने वूचान से प्राइवेट मीटिंग की थी। उस दिन के बाद घर में कोई भी बड़ा डिसीजन होता है तो मेरे फादर पहले वूचान से डिस्कस करते हैं। ये सुनकर सुरुएन बिल्कुल सन रह गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, ली माओराओ ने इस दामाद को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, असली बात ये नहीं, असली बात ये है कि ली माओराओ को डिंगलोंग के खिलाफ वूचान का एक्शन भी मंजूर है। मतलब ली फैमिली वूचान के साथ मिलकर डिंग फैमिली को गिराना चाहती है। सुरुएन अंदर अंदर कांप उठे। उन्होंने मनी मन कहा, मैंने तो सोचा था ये बस एक जवान लड़का है, लेकिन ये पानी के अंदर छुपा हुआ मगरमच्छ निकला। लिरुबिंग ने उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अंकल सु, आपके दिल में पहले ही काफी बदलाव आ चुका है, बाकी सब आप आराम से सोचिए। यह कहकर लिरुबिंग खड़ी हो गई। अंकल सु, मुझे कंपनी के कुछ काम देखने हैं, मैं चलती हूँ, बाद में फिर आराम से बात करेंगे। सुरुएन ने सिर हिला दिया, ठीक है, फिर मिलते हैं। लिरुबिंग के जाने के बाद सुरुएन वही बैठकर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सोच में डूब गए। मैं इस लड़की की हर बात पर अंधा भरोसा नहीं कर सकता, मुझे खुद पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। आखिर वूचान असल में है कौन, मुझे उसकी सच्चाई तक पहुंचना ही होगा।
इसी बीच 5 मिनट बाद वूचन कुर्सी पर आराम से बैठा कॉफी का मजा ले रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था वूरैंग। वूचन ने कॉल उठाया। हेलो सिस्टर वूरैंग। फोन की दूसरी तरफ से वूरैंग बोली, ली रुबिंग ने सुरुवन को सब कुछ बता दिया है। आज रात सुरुवन मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं। वो सब कुछ पूछने वाले। ली रुबिंग आखिर करना क्या चाहती है, मैं सुरुवन को क्या जवाब दूं? वूचन बिल्कुल शांत रहा। वो आराम से कॉफी पीते हुए बोला, सिस्टर वूरैंग आप बस अपनी तरफ की सच्चाई बता दीजिए। बैंक्वेट खत्म होने के बाद वूरैंग जल्दी जल्दी कपड़े बदलती हुए गुस्से में बोली, मेरी बेटी अब 20 साल की हो चुकी है और मुझे उसके सामने खड़े होकर ये मानना पड़ेगा कि मैंने किसी और की रिलेशनशिप में ढकल दिया। वूचन ने शांत लेते हुए जवाब दिया, नहीं सिस्टर वूरैंग, मेरा मतलब है आप ऑनेस्ट रहिए। आज रात डिनर पर ही सब बातें करेंगे, मैं वही आऊंगा। वूरैंग हैरानी से बोली, तुम्हारा मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि सुरुवन मुझे आज रात डिनर के लिए बुलाएगा और तुमने पहले ही प्लान बना लिया था कि हम तीनों साथ डिनर करेंगे? फिर वो हल्की सी मुस्कुराई, ठीक है रात 8 बजे मिलते हैं। सीन चेंज हुआ। शाम के लगभग 8 बजे थे। डिनर बहुत ही शानदार तरीके से अरेंज किया गया था। सुरुवन ने बात शुरू की, वूरैंग हम एक दूसरे को जानते हुए कितने साल हो गए? वूरैंग मुस्कुरा कर बोली, ब्रदर सु 30 साल। जब मैं तुमसे पहली बार मिले थे तब तुम सिर्फ 9 साल के थे। सुरुवन ने वाइन का ग्लास उठा और गहरी सांस लेकर बोले, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ। 1-2 साल में ये शरीर भी ज्यादा साथ नहीं देगा। सुशिनिन को कंपनी में आए भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। मैं उसे अभी तक सब कुछ सिखा भी नहीं पाया। मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। फिर वो पूरी सिंसियरिटी के साथ बोले, वूरैंग हमारी इतनी पुरानी दोस्ती की खातिर मुझे सच बताओ, वूचन असल में कैसा इंसान है और तुम उसकी लवर कैसे बनी? सुरुवन की घुमा फिरा कर बात करने की आदत देखकर वूरैंग समझ गई कि असली मुद्दा क्या है। वो बिल्कुल आराम से बोली, ओ क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। सुरुवन ने तुरंत सिर हिला दिया, ये बात कोई नहीं मानेगा। सब जानते हैं कि वूरैंग के स्टैंडर्ड्स कितने हाई हैं। एशिया के सबसे बड़े टाइकून्स, मिडिल ईस्ट के ऑयल शेख्स, ना जाने कितने लोगों ने तुम्हें प्रपोज किया, लेकिन तुमने सबको मना कर दिया और अब कह रही हो कि सिर्फ हैंडसम होने की वजह से तुम वूचन की लवर बन गई। वूरैंग ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, ब्रदर सु एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ एक एडवाइस देना चाहती हूँ। कभी भी गुस्से में कोई डिसीजन मत लेना। जिस बात को बैठकर सॉल्व किया जा सकता है उसे कभी झगड़े तक मत ले जाना। इतने सालों की दोस्ती की वजह से वूरैंग को पहले ही अंदाजा था कि सुरुवन किस तरह रिएक्ट करेगा। सुरुवन ने सीधा पूछा, तुम कहना चाहती हो कि मैं वूचन को नाराज ना करूं? वूरैंग का चेहरा सीरियस हो गया। ब्रदर सु मैं चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे, लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं तुम्हारी साइड लूंगी। इसी वक्त वूचन अंदर आ गया। सुरुवन ने उसे देखते ही कहा, मिस्टर वू आप भी आ गए, अच्छा आज रात सब कुछ साफ साफ कर लेते हैं। वूचन अंदर आया और मुस्कुरा कर बोला, प्रेसिडेंट सु फिर से मुलाकात हो गई। सुरुवन ने तीखी नजरों से उसकी तरफ देखा, मिस्टर वू तुमने वाकई मेरी आंखें खोल दी। वूचन आराम से बैठ गया, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, चेयरमैन सु आप मेरी सुशिनिन के फादर है, इसलिए एक बात पहले कह देता हूँ, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बाद वापस नहीं लौटा जा सकता। क्या आप वाकई सब कुछ जानना चाहते हैं? ये बात सुनकर सुरुवन थोड़ा गुस्से में आ गए। उन्होंने अपना वाइन ग्लास और कसकर पकड़ लिया। आखिर वो चाइना के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स में से एक थे। एक 20 साल का लड़का उन्हें धमका रहा था। उन्होंने मनी मन सोचा, ये लड़का मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल भी मेरी इज्जत नहीं कर रहा। सुरुवन ने अपनी शर्ट की बाजू ऊपर की। उनके हाथ पर एक लंबा पुराना निशान था। वो बोले, मैंने सुना है मिस्टर वो बहुत सारे सीक्रेट जानते हैं। मुझे एक बात काफी जानने की इच्छा है, क्या तुम बता सकते हो मेरे हाथ पर ये निशान कैसे आया? वूचन ने बड़े ध्यान से उस निशान को देखा, जैसे कोई एक्सपर्ट किसी पुरानी चीज की जांच कर रहा हो। फिर वो बोला, चेयरमैन सु ये निशान बहुत पुराना है। सुरुवन ने मनी मन सोचा, ये तो कोई भी देखकर बता सकता है। इसका असली रीजन सिर्फ 3 ही लोग जानते हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरा स्वॉन ब्रदर। वूरैंग भी अंदर अंदर टेंस हो गई। उसने सोचा, ब्रदर सु वूचन की असली एबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। अब वूचन जो भी बोलेगा उसी से ब्रदर सु अपना फाइनल डिसीजन लेंगे। वूचन ने शांत आवाज में कहना शुरू किया, 30 साल पहले 8 अक्टूबर 1990 की दोपहर, उस वक्त चेयरमैन सु लगभग 20 साल के थे। आप चैंगडोंग के साथ नॉर्दर्न म्यांमार गए थे। ये सुनकर सुरुवन का रंग उड़ गया। डेट भी सही, जगह भी सही। वूचन ने बिना रुके आगे कहा, वहाँ माइन में आपको इंपीरियल ग्रीन जेडाइट मिला था। उसके बाद एक बायर के साथ झगड़ा हो गया। आप और चैंगडोंग वहाँ से बचकर निकल आए, लेकिन उसी रात वो लोग फिर से आपके पीछे आ गए। उनका इरादा सिर्फ जेडाइट छीनना नहीं बल्कि आपको मार देना भी था। उस वक्त चेयरमैन सु अगर आपने उस चाकू को अपने हाथ से ना रोका होता तो आज आप जिंदा नहीं होते। उसके बाद आपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई और मजबूरी में उन सबको मारकर म्यांमार से निकलना पड़ा। सुरुवन सच में इंप्रेस हो गया। वो धीरे से बोला, हाँ बिल्कुल सही, मैंने लोगों को मारा था। आज भी 30 साल पुरानी वो बात मुझे ऐसे याद है जैसे कल ही की बात हो। फिर उन्होंने पूछा, मिस्टर वू मेरे बारे में और क्या जानते हो? वूचन हल्का सा मुस्कुराया, बहुत कुछ, जैसे आप और मेजुआन के बीच जो हुआ, क्या मैं उसकी भी बात करूं? ये सुनकर सुरुवन तुरंत चुप हो गया। उन्होंने मनी मन सोचा, अगर मैं इसे पूछूं कि मेरे शरीर पर कितने बाल है तो शायद इसका जवाब भी इसके पास होगा। जैसे ही वूचन ने मेजुआन का नाम लिया, वूरैंग एकदम से शॉक हो गई। उसने सोचा, मेजुआन तो ही फैमिली की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। कैपिटल की हे फैमिली किसी भी तरह से ली फैमिली से कम नहीं है। तो मतलब ब्रदर सु और मेजुआन के बीच में कुछ हुआ था। उनकी जो परफेक्ट लाइफ सबको किसी रियल लाइफ फेरी टेल जैसी लगती थी, उनमें भी एक कमी थी। वूरैंग ने मनी मन सोचा, हम 30 साल से दोस्त है, मैं और ज्यादा ये पर्सनल सीक्रेट्स नहीं सुन सकती।
वो तुरंत खड़ी हो गई और बोली, ब्रदर सु आप और वूचन बात करिए, मैं घर जाती हूँ, बाद में मुझे बता देना क्या हुआ। वूरैंग के समझदारी से चले जाने के बाद वूचन ने बोलना शुरू किया, बॉस सु अब जब सिस्टर वूरैंग चली गई है, क्या मैं कंटिन्यू करूँ? ओल्ड सुरुवैन ने हाथ से इशारा किया, बोलो। वूचन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, 12 साल पहले आपकी मुलाकात मेजुआन से हुई थी और 8 साल पहले आप दोनों का कांटेक्ट टूट गया था, यानी आप दोनों लगभग 4 साल तक रिलेशनशिप में रहे। उस टाइम बॉस सु बहुत हम्बल और डिग्निफाइड हुआ करते थे, इसी वजह से मेजुआन पूरी तरह आपसे प्यार कर बैठी। जितना ज्यादा वक्त आप दोनों साथ रहे उतनी ही वो सीरियस होती गई। आखिर में उसने सीरियसली डिमांड किया कि आप अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दे। लेकिन मेजुआन से छुटकारा पाने के लिए आपने जानबूझकर कंपनी के कुछ बिजनेस सीक्रेट्स उसके कंपटीटर्स तक पहुंचा दिए, ताकि वो पूरी तरह काम में बिजी हो जाए और रोमांस के लिए उसके पास वक्त ही ना बचे। वैसे ये काम थोड़ा अनएथिकल जरूर था। ये सब सुनकर ओल्ड रुआन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसने मनी मन सोचा, जिन्फो ग्रुप की मार्केट वैल्यू और स्टॉक प्राइस मेरे पर्सनल इमोशन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। चाहे लोग इसे कितना भी घटिया काम करे, मैं फिर भी ये फैसला लेता। मैं कभी कोई जेंटलमैन नहीं था, लेकिन लॉजिकली देखा जाए ये बात किसी को पता ही नहीं होनी चाहिए थी। फिर उन्होंने सीधा पूछा, मिस्टर वो क्या तुम मेरा एक सवाल ऑनेस्टली आंसर कर सकते हो? वूचन ने शांत आवाज में कहा, पूछिए। ओल्ड सुरुवैन ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वूचन ने सीधा जवाब दिया, मैंने इन्वेस्टिगेट किया। ओल्ड सुरुवैन ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुम सिर्फ 22 साल के हो? वूचन ने बिल्कुल शांत रहकर जवाब दिया, तो क्या हुआ? ये सुनकर ओल्ड सुरुवैन कुछ बोल ही नहीं पाया। वूचन खड़ा हुआ और बोला, मुझे टारगेट करना बंद कीजिए, मुझे सु शिनियन सच में पसंद है और मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी उसे डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। हाँ, आज के जमाने में किसी आदमी की कसम शायद थोड़ी फनी लगती हो, लेकिन ये मेरी सिंसियरिटी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है। बॉस प्लीज सु शिनियन को डिफिकल्ट पोजीशन में मत डालिए। ओल्ड सुरुवैन के मन में उलझन चल रही थी, क्या मैं वाकई अपनी बेटी को बिना किसी पहचान के किसी की मिस्ट्रेस बनने दूं? ओल्ड सुरुवैन के चेहरे पर स्ट्रगल देखकर वूचन मुस्कुरा दिया, बॉसू ऐसा करते हैं, हम दोनों आदमी है, चलिए ट्रेडिशनल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओल्ड सुरुवैन हैरान होकर बोला, ट्रेडिशनल तरीका? वूचन मुस्कुराया, हमारी चाइनीज ट्रेडिशन क्या कहती है, बड़ों की इज्जत करो, छोटे से प्यार करो और अपने पेरेंट्स की बात मानो। ये सुनते ओल्ड सुरुवैन के माथे पर पसीना आ गया। उसने मनी मन सोचा, ये वूचन कितना मुसीबत वाला लड़का है, ना झुकता है ना कॉम्प्रोमाइज करता है। ये बात बोलकर सीधा इशारा कर रहा है कि जैसे मैं ही इसका बाप हूँ। ये लड़का सच में कमाल का है, कोई सरप्राइज नहीं कि डिंगलोंग भी इसे हरा नहीं पाए। शायद पूरी यंग जनरेशन में इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। वूचन तुरंत अपने होने वाले ससुर के लिए चाय लेकर आ गया। ओल्ड सुरुवैन धीरे धीरे इस बदतमीज लेकिन कैपेबल होने वाले दामाद को एक्सेप्ट करने लगा था। उसने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हर वक्त तुम पर नजर रखूंगा, अगर तुमने कभी सुशिनिन के साथ बुरा बर्ताव किया तो। लेकिन ससुर जी अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले वूचन मुस्कुरा कर बोला, अगर बॉस सच में हमेशा हम दोनों पर नजर रखेंगे तो मुझे यकीन है सुशिनिन बहुत खुश होगी। 1 घंटे बाद वूरैंग को घर आए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन वो अब भी वूचन की टेंशन ले रही थी। अभी तक उसका फोन क्यों नहीं आया? ब्रदर सु और उसके बीच में आखिर क्या हुआ होगा? उसके दिमाग में सबसे बुरा ख्याल आया, अगर दोनों किसी बात पर एग्री ना हुए हो और उनके बीच तनाव हो गया हो तो क्या मैं सच में वूचन का साथ देकर ब्रदर सु के खिलाफ खड़ी हो पाऊंगी? जितना वो सोचती कि उतना ही उसका दिल भारी होता गया। अनजाने में वो अपने नाखून चबाने लगी। तभी अचानक किसी ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया। वूचन ने प्यार से पूछा, सिस्टर वूरैंग क्या कर रही हो? जैसे उसने वूचन को देखा उसके दिल की सारी बेचैनी एक पल में खत्म हो गई। वो खुशी से बोली, तुम ठीक हो? बस यही सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छा हुआ। वूचन ने उसे जोर से गले लगाकर कहा, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वूरैंग ने भी उसे कसकर हक कर लिया और प्यार से बोली, आज मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। वूचन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डोंट वरी, मैं आज पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दोनों ने फिर एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताए। अगली सुबह पिछली रात देर तक जागते रहने की वजह से वूचन उठते ही थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, सिस्टर वूरैंग लगता है आपकी तबीयत अब काफी अच्छी तरह रिकवर हो गई है। वूरैंग सुबह जल्दी उठकर मेकअप कर रही थी। उसने नखरे से उसे डांटा, तुम बहुत बदमाश हो, हर बात का क्रेडिट खुद ही ले लेते हो। वैसे एक बात और, मैंने रिसेंटली डिंग फैमिली से जुड़ी हुई सारी इन्वेस्टमेंट और फंड्स वापस निकाल लिए हैं। जब तक सेनलॉन के बिजनेस पर कोई असर ना पड़े मैं आसानी से लगभग 2 बिलियन का फंड अरेंज कर सकती हूँ। वूचन बोला, ओ ओल्ड मास्टर का ट्रीटमेंट अभी भी मोडू में चल रहा है ना? मैं भी शायद 2 दिन बाद मोडू जाऊंगा, कैसे रहेगा अगर मैं उनसे बात करूं? वूरैंग ने थोड़ा गुस्से में कहा, बात किस बारे में? उनका एटीट्यूड कोई मैटर नहीं करता। डिंग फैमिली को सच में कॉर्नर सिर्फ कैश ही कर सकता है। वूचन प्यार से बोला, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने शेयर्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दे। वूरैंग हैरान रह गए, हैं तुम्हें पता भी है मेरे डैड के पास कंपनी के 29% शेयर्स हैं। वो मेरे शेयर्स से 5 गुना ज्यादा है, वो मुझे ट्रांसफर कर देंगे, ये कैसे पॉसिबल है? वूचन उसके पास और उसे नेकलेस पहनाने में मदद करते हुए बोला, थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, हो सकता है काम बन ही जाए। वैसे एक और बात, हिजोंग मीडिया शायद जल्दी शेनवू की इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। सिस्टर वूरैंग अपनी क्लासमेट के साथ पहले ही सब अरेंज कर लेना। वूरैंग ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, डोंट वरी, मैं उन्हें शेनवू तक पहुंचने नहीं दूंगी। इसी वक्त वूचन के फोन पर माओ का फोन आया। हेलो बॉस। वूचन बोला, माओ क्या हुआ?
ओल्ड माओ घबराते हुए बोला, मिस्टर वू, डिंगलोंग को पता चल गया है कि शाओशिन और शिनशिन मोड़ू में नहीं है। अब वो हर जगह लोग भेजकर उन्हें ढूंढ रहा है। वूचैन ने शांत आवाज में कहा, ठीक है, मुझे पता चल गया, मैं हैंडल कर लूंगा। उसने फोन रखकर वूरैंग से कहा, सिस्टर वूरैंग, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। वूरैंग ने उसे जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर उसे रोक लेने की इच्छा साफ नजर आ रही थी। लगभग 1 घंटे बाद जैसे ही शियाशिन ने वूचैन को देखा, वो खुशी से बोली, टीचर आ गए, क्या हम आज के क्लास के लिए बाहर जाकर स्केच कर सकते हैं? वूचैन मुस्कुरा कर बोला, आज कोई क्लास नहीं होगी, मैं तुम दोनों को शिफ्ट करवाने आया हूँ। छोटी शिनशिन मासूमियत से उछल पड़ी, ये मुझे शिफ्टिंग बहुत पसंद है, मैं अभी अपना सामान पैक कर लेती हूँ। लेकिन शियाशिन को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ आ गई थी। उसने पूछा, टीचर वू, क्या वो आदमी? वूचैन ने सिर हिला दिया, हाँ, वो तुम दोनों को ढूंढ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी उसे पता चल जाएगा कि तुम लोग यहाँ हो, इसलिए हमें फिलहाल तुम्हें ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ वो कभी ना ढूंढ सके। शियाशिन ने पूछा, लेकिन कहाँ? वूचैन बोला, ली रुबिंग के घर। ये सुनते शियाशिन का एक्सप्रेशन थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, लेकिन अगले पल उसने सोचा, अगर हम मिस ली के घर रहेंगे तो मैं टीचर वू को रोज देख पाऊंगी। तभी उसका फोन बज उठा। उसने कॉन्टेक्ट नेम सेव कर रखा था, स्कमबैग डिंगलोंग। नाम देखते ही उसने पहचान लिया कि कॉल उसी का है। वूचैन ने धीरे से कहा, डरना मत, फोन उठाओ। वूचैन के साथ होने की वजह से शियाशिन ने कॉल रिसीव किया। बोलो। उधर डिंगलोंग पागल कुत्ते की तरह चिल्लाया, तू कहाँ है? शिनशिन को कहाँ ले गई? अभी जवाब दे। वूचैन ने धीरे से शियाशिन के कान में कहा, कोई बात नहीं, सच बोल दो। शियाशिन ने शांत आवाज में जवाब दिया, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैं डोंगाई में हूँ, डोंगाई सिटी। ये सुनते ही डिंगलोंग को वो दिन याद आ गया जब वूचैन ने उसे हॉस्पिटल का टिकट गिफ्ट किया था। उसका गुस्सा और भड़क गया, डैम डोंगाई, तुम डोंगा क्यों गई? किसके साथ हो? उसका इंटरोगेशन सुनकर शियाशिन भी गुस्से में आ गई। हमारे ब्रेकअप को 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, मैं किसी के साथ भी हूँ, ये तुम्हारा कोई हक नहीं बनता पूछने का। ये सुनते ही डिंगलोंग और भी पागल हो गया, बकवास बंद कर, अभी के अभी मोड़ू वापस आ जा। मैं वार्निंग दे रहा हूँ शियाशिन, अगर तू वापस नहीं आई तो मैं लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। ये धमकी सुनकर शियाशिन के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा, क्योंकि वो जानती थी ये आदमी जो बोलता है वो कर भी सकता है। वूचैन ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, मैं यही हूँ, डरना मत। शियाशिन ने वूचैन की तरफ देखा। उसके दिल को एकदम हिम्मत मिल गई। वो प्यार से बोली, टीचर वू। फिर शियाशिन ने फोन पर सख्त आवाज में जवाब दिया, मैं और शिनशिन अभी एंजॉय कर रहे हैं, हम वापस नहीं आ रहे। ये कहकर उसने सीधा फोन कट कर दिया। उधर डिंगलोंग का गुस्सा फट पड़ा। उसने अपना आईफोन जोर से जमीन पर दे मारा और चिल्लाया, शियाशिन, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा फोन काट दिया? अगर तू मेरे हाथ लग गई ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर वूचैन शियाशिन को अपनी भाव में लेकर उसका डर कम कर रहा था। उसने धीरे से कहा, जिंदगी बहुत लंबी है, वो हमेशा तुम्हारी जिंदगी का नाइटमेयर बनकर नहीं रहेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये बात सुनकर शियाशिन का दिल भर आया। उसने प्यार से वूचैन के गले पर एक किस कर दिया। थैंक यू टीचर वू, सच में थैंक यू। मौका देकर वूचैन ने तुरंत अपना फोन निकाला और उस पल की एक फोटो ले ली। उसने सोचा, सिर्फ गाल पर किस से शायद उसका गुस्सा और नहीं बढ़ेगा। इसके बाद दोनों ने एक और थोड़ा ज्यादा क्लोज पोज में फोटो खींच ली। शियाशिन ने हैरानी से पूछा, टीचर वो आप क्या कर रहे हैं? वूचैन शरारती मुस्कान के साथ बोला, वो अभी गुस्से से पागल हो रहा होगा, चलो उसे थोड़ा प्रोवोक करते हैं। उसका इम्पल्सिव नेचर ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, जितना गुस्सा करेगा उतनी ही ज्यादा गलतियां करेगा। शियाशिन ने उसे सिडक्टिव नजर से देखा और कहा, तुम्हारा आइडिया सच में बहुत अच्छा है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? फिर उसने अपने शर्ट के बटन्स खोले, जिससे उसके ट्विन टावर्स दिखने लगे। थोड़ी अफसोस की बात है कि शिनशिन घर पर है और वो इससे आगे नहीं बढ़ सकती। वूचैन ने सिर हिला कर कहा, बस इतना ही काफी है। 3 घंटे बाद वूचैन सड़क पर चलते हुए सोच रहा था, अब अगला कदम है डबल एजेंट मैंगजून से मिलना। थोड़ी देर बाद मैंगजून बोला, मिस्टर वू, डिंगलोंग ने मुझे आप, शियाशिन और शिनशिन की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है। वूचैन हल्का सा मुस्कुराया, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी इसी काम के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम किसी को अरेंज करो जो चुपके से कुछ फोटोज ले ले, फिर डिंगलोंग को बोलना कि ये फोटोज तुमने आज खुद खींची है। मैंगजून थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मिस्टर वू, आप खुद ही उसे इन्फॉर्मेशन क्यों देना चाहते हैं? वूचैन ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, इसके पीछे मेरी अपनी वजह है, बस जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो, ना तुम किसी मुश्किल में पड़ोगे और उसका ट्रस्ट भी जीत लोगे। ये सुनकर मैंगजून को सब समझ आ गया। ठीक है मिस्टर वू, मैं आपके कहने की मुताबिक ही करूंगा, कोई गलती नहीं होगी। 2 घंटे बाद डिंगलोंग के हाथ में कुछ फोटोज आ चुकी थी। उन फोटोज में वूचैन और शियाशिन एक दूसरे के बहुत करीब नजर आ रहे थे। फोटोज देखते ही वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। वो दहाड़ कर चिल्लाया, उसकी इतनी हिम्मत, डैम इट, वो कुत्ता वूचैन मरना चाहिए। उसने फोटोज को इतनी जोर से मुट्ठी में दबा लिया कि वो मुरझा गई। लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। पागल कुत्ते की तरह उसकी हालत हो गई थी। वह पागलों की तरह हंसने लगा और चिल्लाया, नहीं, सिर्फ वूचैन नहीं, उसकी पूरी फैमिली को मरना होगा, सबको मरना होगा। इधर वूचैन और ली रुबिंग ऑफिस में साथ बैठे हुए थे। वूचैन मुस्कुराते हुए बोला, डार्लिंग, मैंने डिंगलोंग को मेरी और शियाशिन की क्लोज फोटोज भेज दी है। मुझे पूरा यकीन है वो बहुत जल्दी तुम्हें कॉल करेगा। ली रुबिंग ने चिंता से पूछा, तुमने इतनी जल्दी उसे ये क्यों बता दिया कि शियाशिन हमारे पास है? ये डोंग फैमिली का मैटर है, वो उसका मुंह बंद करने जरूर आएगा। शियाशिन डेंजर में पड़ सकती है।
वूचान मुस्कुराया। वो डोंग डाओ पर कभी शक नहीं करेगा। उसे ये भी नहीं पता लगेगा कि मेरा डोंग फैमिली से कोई कनेक्शन है। एक आदमी होने के नाते उसका इंस्टिंक्ट सिर्फ ये कहेगा कि मैं उसे बदला लेने के लिए जानबूझकर प्रोवोक कर रहा हूँ। ली रुबिंग फिर भी परेशान थी। मुझे बड़े प्लान से डर नहीं लगता, मुझे अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट से डर लगता है। वूचान तुरंत नखरे करते हुए बोला, अगर सच में कुछ हो गया तो मुझे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है मेरी जान। बस उसके जख्म पर और नमक छिड़कना, वो जरूर अपना दिमाग खो बैठेगा। आखिर उसे गिराने वाली तुम ही होगी। ये सुनकर ली रुबिंग थोड़ी खुश हुई, लेकिन अगली बार उसे कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत वूचान की कलाई पकड़ी और उसकी शर्ट खींचकर पूछा, एक मिनट, ये बताओ ये सब तुम्हें किसने सिखाया? ली रुबिंग ने भाव दिखाते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारी शुगर मम्मी बन गई। वूचान एक पल के लिए अटक गया। उसने मनी मन सोचा, ये सुशिनिन के डैड ने मुझे सिखा दिया, अब मैं क्या बोलूं। वूचान हंस पड़ा, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, हम दोनों एक ही हैं। ली रुबिंग ने आंखें घुमाते हुए कहा, अच्छा बस इतनी मीठी बातें मत बनाओ, तुम्हारे दिमाग में कोई नया प्लान चल रहा है ना? वूचान मुस्कुराया, मेरी जान तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, बिल्कुल सही पकड़ा। जब डिंगलोंग पूरी तरह इमोशनल लिमिट क्रॉस कर देगा तो वो पहले की तरह एबनॉर्मल तरीके से एक्ट करेगा, जैसे उसने डोंग युआन के साथ किया था। ली रुबिंग हैरानी से बोली, तुम उसे डोंगा बुलाना चाहते हो, लेकिन तुमने खुद कहा था कि वो डोंगा में नहीं मर सकता। वूचान हल्का सा हंस पड़ा, क्या मैंने कभी कहा था कि उसे मैं ही मारूंगा? ली रुबिंग और भी कंफ्यूज हो गए, वो तुम्हें मारने आ रहा है और तुम कुछ नहीं करोगे, ये कैसा प्लान है? वूचान बिल्कुल शांत था। उसका असली दुश्मन खुद सामने आएगा और उसे सजा देगा। ली रुबिंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, कौन? वूचान बोला, ले चैन का बड़ा भाई, ले फैमिली का सबसे बड़ा बेटा लेवू। तभी उसका फोन बज उठा। वूचान ने कॉल रिसीव किया, क्या हुआ मैंगजून? उधर से मैंगजून बोला, मिस्टर वू, डिंगलोंग ने मुझे आपको मारने का ऑर्डर दिया है। उसने 200 मिलियन देने का प्रॉमिस किया है। मेरे पास हाँ बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मैं कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो डिंगलोंग मेरे पीछे पड़ जाएगा। मुझे शायद कुछ टाइम के लिए देश छोड़ना पड़े। वूचान ने बिल्कुल शांति से कहा, देश छोड़ने की जरूरत नहीं, उसने तुम्हें मुझे मारने को कहा है ना, तो वही करो। ये सुनकर मैंगजून एकदम सन्न रह गया है, मैंने सही सुना, ये क्या हो रहा है? उधर ली रुबिंग भी गुस्से में बोल उठी, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। वूचान ने तुरंत समझाया, मेरा मतलब सच में मारना नहीं है, हम सिर्फ एक्टिंग करेंगे। तुम किसी को भेजना, वो मुझे मारने की कोशिश करेगा लेकिन फेल हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना इंजर्ड दिखूंगा कि लोगों को लगे अटैक सीरियस था, बस जान को कोई खतरा नहीं होगा। ये सुनकर ली रुबिंग ने चैन की सांस ली, ओह तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंगजून भी हंस पड़ा, अच्छा तो ये बात है। वूचान ने कहा, मैं पूरा प्लान बनाऊंगा, इस बारे में सिर्फ तुम्हें ही पता होगा, ये एक्टिंग होगी, लेकिन जो असैसिन तुम अरेंज करोगे उसकी एक्टिंग बिल्कुल असली लगनी चाहिए। लेकिन ली रुबिंग अब भी तैयार नहीं थी। उसने सीधा वूचान के हाथ से फोन छीन लिया और कॉल कट कर दिया। फिर उसने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें अपनी जान के साथ ऐसे खेलने नहीं दूंगी, मैं इतना बड़ा शॉक बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक स्ट्रॉन्गर इंडिपेंडेंट वुमन के मुंह से ये बात निकलना ही दिखाता था कि वो वूचान से कितना प्यार करती थी। वूचान ने प्यार से कहा, मेरी जान तुम मेरी एबिलिटी जानती हो। ली रुबिंग ने सीधा जवाब दिया, जब तक मुझे 100% यकीन ना हो कि तुम बिल्कुल सेफ रहोगे, मैं कभी एग्री नहीं करूंगी, और इस बार अकेले कोई रेकलेस काम करने का सोचना भी मत। वूचान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, इस बार तुम और ली राउटाई भी प्लान में शामिल रहोगे, अब ठीक है? वूचान ने उसे जोर से गले लगाया और बोला, लेकिन ये सब तब सॉल्व हो जाएगा जब मैं शंघाई से वापस आ जाऊंगा, तब तक कोई भी रेकलेस काम अपने आप मत करना, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये बात सुनकर जो ली रुबिंग अभी तक एक शेरनी की तरह गुस्से में थी, वो तुरंत एक शांत सी बिल्ली बन गई। उसने धीरे से सिर हिलाकर कहा, हम ठीक है। सीन चेंज हुआ उनके विला के बाहर। ब्रदर वू की फरारी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। गाड़ी में बैठते ही वूचान ने मनी मन सोचा, मुझे 2 दिन पहले सिस्टर वूरैंग से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करना है। थोड़ी देर बाद वो एक पुरानी हवेली जैसे जगह पर पहुंच गया। अंदर सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग आराम से चेस का स्टडी कर रहे थे। ये थे वूरैंग के फादर वू विडोंग। वूचान ने रिस्पेक्टफुली कहा, मास्टर वू, मेरा नाम वूचान है, हमारी पहले से अपॉइंटमेंट थी। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और बोले, आजकल डोंगाई में मिस्टर वू का नाम काफी मशहूर है, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारा मेरी वूरैंग के साथ भी कुछ खास रिश्ता है। वूचान ने बिना झिझक जवाब दिया, जी, जो लोग बाहर अफवाह उड़ा रहे हैं हमारे बीच में वैसा ही रिलेशनशिप है। ये सुनकर ओल्ड मास्टर वू का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, तो फिर मेरे पास आने का क्या मकसद है? वूचान शांति से बोला, असल में सिस्टर वूरैंग नहीं चाहती थी कि मैं ये बात आपसे कहूँ, लेकिन मुझे लगता है आपको सच जानने का पूरा हक है। ये मामला बहुत बड़ा है और इससे जुड़े हर इंसान पर इसका असर पड़ेगा। ओल्ड मास्टर वू ने उसकी तरफ गौर से देखा। उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन बात करने का अंदाज काफी बड़ा है, बोलो। वूचान ने फिर शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता दिया। उसने ली फैमिली, टैंग फैमिली, यू फैमिली, वूरैंग, लियांग और डिंग फैमिली को खत्म करने के पूरे प्लान की सारी सच्चाई बता दी। लगभग 20 मिनट बाद सब कुछ सुनने के बाद ओल्ड मास्टर वू ने पूछा, अगर तुम ये सब छुपाना चाहते थे तो इतनी दूर आकर मुझे सब बताने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा असली मकसद क्या है? वूचान ने शांत आवाज में जवाब दिया, आप बिजनेस वर्ल्ड के सबसे रिस्पेक्टेड सीनियर में से एक हैं और वू फैमिली के हेड भी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे सब कुछ पर्सनली आपको बता देना चाहिए। साथ ही मैं चाहता हूँ कि वू फैमिली के सारे शेयर सिस्टर वूरैंग के नाम ट्रांसफर हो जाए। ओल्ड मास्टर वू ने ठंडे लहजे में कहा, ली फैमिली की बेटी को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए मेरी बेटी को मैनिपुलेट करने आए हो?
ली फैमिली के साथ एलिफेंट निकलने वाला प्लान फेल हो गया, आप वू फैमिली पर ट्राई करने आए हो। वूचैन हल्का सा मुस्कुराया, अंकल वो आप थोड़ा ज्यादा ही सोच रहे हैं। सिस्टर वूरैंग कोई ऐसी औरत नहीं है जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके। ओल्ड मास्टर वू ने आके सिकुड़ कर पूछा, तो फिर क्या ये सब किसी महान प्यार की वजह से हो रहा है? एक तरफ ली फैमिली की बेटी के साथ घूम रहे हो और आखिर में मेरी बेटी से शादी करोगे? वूचैन ने बिना घबराए जवाब दिया, सिस्टर वूरैंग और मैं एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं और एक दूसरे से प्यार भी। मुझे नहीं पता अंकल वो आप मेरी बात समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन सिस्टर वूरैंग के पास अब एक बहुत बड़ा प्लान है। अब उसके लिए वापस मुड़ना मुमकिन नहीं। मैं सिर्फ उसकी जीत के चांसेस बढ़ाने आया हूँ, इसलिए हिम्मत करके आपसे शेयर ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट करने आया हूँ। आज सिस्टर वूरैंग जिस मुकाम पर खड़ी है वो सब आप जैसे फादर की वजह से ही मुमकिन हुआ है। लेकिन उसके दो छोटे भाई भी है, वो दोनों सालों से चुपचाप उसके खिलाफ लड़ते आए हैं। अगर इस वक्त आपसे कोई बुरी खबर आई तो वो दूसरे शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर सिस्टर वूरैंग के खिलाफ हो जाएंगे और उस वक्त सिर्फ सिस्टर वूरैंग ही नहीं पूरी वू फैमिली क्राइसिस में आ जाएगी। ये सब सुनकर ओल्ड मास्टर वो गहरी सोच में डूब गए। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोले, फिर धीरे से बोले, लिटिल वू तुम्हारी बात गलत नहीं है। अगली बार जब यहाँ आओ तो वूरैंग को भी साथ लेकर आना। मेरे लिए बिजनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी बेटी का फ्यूचर है। इस तरह वूचैन ने एक और फ्यूचर फादर इन लॉ को मना लिया। अब वू फैमिली का मैटर भी सेटल हो चुका था। अगला काम था एन मैंगलान से मिलना। उसने ससुर जी को अलविदा कहा और बिजनेस हैंडल करने निकल गया। 1 घंटे बाद वूचैन मैंगलान की कंपनी पहुंच गया। अंदर हर एम्प्लॉय बहुत ज्यादा बिजी था, सब लोग भाग दौड़ में लगे हुए थे। मैंगलान खुद भी बहुत बिजी थी, लेकिन जैसे उसने वूचैन को देखा उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम आ गए? वूचैन ने पूछा, क्या हुआ? मैंगलान ने थके हुए चेहरे के साथ जवाब दिया, हिजोंग मीडिया ने शैंगलोंग के एक पॉपुलर आर्टिस्ट के बारे में रिपोर्ट रिलीज कर दी। वो हाइशोंग ग्रुप का फ्यूचर स्टार था, लेकिन इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस साल बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। अब पूरी कंपनी और ग्रुप मिलकर सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वूचैन ने धीरे से पूछा, क्या तुम खुद को ब्लेम कर रही हो? मैंगलान ने उदास होकर कहा, एल्बम का सोर्स लीक होने के बाद एक इंसान की जान चली गई। वूचैन ने पूछा, हाइशिंग ग्रुप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करने वाला है, या फिर तुम्हारे डैड का क्या प्लान है? मैंगलान बोली, पापा का अभी फोन आया था, उन्होंने कहा है कि पेंगी को रोकने के लिए कह दूं। मुझे लगता है उनकी हिजोंग मीडिया के साथ बात हो चुकी है, शायद अब आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। वूचैन हल्का सा मुस्कुराया, उसने मनी मन सोचा, हिशिंग ग्रुप को अभी अभी इतना बड़ा झटका लगा है कि एक इंसान की जान तक चली गई। एंड गोवा इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गया। बिजनेस वॉर में इतनी जल्दी वीकनेस दिखाना कभी अच्छा नहीं होता। वो सिर्फ पब्लिक ओपिनियन को शांत करना चाहता है, सिचुएशन को और बिगाड़ने से रोकना चाहता है। लेकिन अगर बात यही खत्म हो गई तो मैं मिस्टर एन को अपने प्लान में कैसे खींचूंगा? नहीं, ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। वूचैन ने मैंगलान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, फिक्र मत करो, सब कुछ ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ही होने दो। अगर तुम्हारे डैड दोबारा फोन करे तो बस इतना कह देना कि तुम्हारा पार्टनर हिजोंग मीडिया के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। मैंगलान ने हैरानी से पूछा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या और लोगों की जान नहीं जाएगी? वूचैन मुस्कुराया, वो जो फ्यूचर स्टार था वो बहुत कमजोर था, उसकी मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी, अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद मैं और पेंगी खुद जाकर सब हैंडल करेंगे, तुम बस मेरी खबर का इंतजार करना। सीन चेंज 1 घंटे बाद शंघाई के डोंगपू डिस्ट्रिक्ट के एक अपार्टमेंट में एक बहुत ही ग्लैमरस लड़की नाराज होकर बोली, तुम भी ना इतनी देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी करो, वैसे उम्मीद है इस बार ज्यादा देर तक टिकोगे। जिस आदमी से वो बात कर रही थी वो हिजोंग मीडिया के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का डेप्यूटी डायरेक्टर शेंग यूलू था। वो आराम से कपड़े ठीक करते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तुम्हें असली मर्द की ताकत दिखाता हूँ। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही फोन बज उठा। वो चिल्लाकर बोला, डैम, इस वक्त कौन फोन कर रहा है? लड़की ने बेचैन होकर कहा, पहले फोन उठाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसने कॉल रिसीव की। हेलो। उधर से वूचैन की आवाज आई, शेंग यूलू, तुमने बॉस होंग की बीवी के साथ अफेयर करने की हिम्मत की? मुझे बस एक सवाल पूछना है, तुम किस तरह मरना पसंद करोगे? ये सुनते शेंग यूलू का रंग उड़ गया। उसने घबराकर जल्दी से अपने कपड़े संभाले और पूछा, तुम कौन हो? बॉस होंग कहाँ है? ये सब सुनकर रूम में मौजूद लड़की भी डर गई। उसने तुरंत ब्लैंकेट से खुद को ढक लिया। उधर वूचैन आराम से बोला, मैं शेंग वू हूँ, बस मजाक कर रहा था। अभी तक मैंने बॉस होंग को नहीं बताया कि तुम उसकी बीवी के साथ अफेयर कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अभी के अभी शंघाई आ जाओ। अगर तुम नहीं आए या बकवास करने की कोशिश की तो पेंगी तुम्हारी सारी पोल इंटरनेट पे खोल देगा और तुम्हारे बॉस युआन तुम्हें कंपनी का पैसा खाने के केस में जेल भेज देंगे। पास खड़ा पेंगी शरारती हंसी हंसा, दूसरे के साथ डर्टी गेम खेलते हो, आप खुद देखते हैं कैसा लगता है। वूचैन ने फिर कहा, इंटरनेट खोलकर देखो, अभी हिजोंग मीडिया के डायरेक्टर की न्यूज ट्रेंड कर रही है, अगला नंबर तुम्हारा है, अगर जल्दी से सब कंट्रोल नहीं किया तो तुम भी बचोगे नहीं। शेंग यूलू का यकीन ही नहीं हुआ। उसने तुरंत इंटरनेट खोला। न्यूज देखते उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो एक पल भी रुका नहीं, सीधा अपार्टमेंट छोड़कर भाग निकला। अब उसके पास वूचैन से मिलने का अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रास्ते भर वो फोन पर बोलता रहा, मिस्टर शेंग वू, हर बात बैठकर सॉल्व की जा सकती है, मैं अभी शंघाई आ रहा हूँ। इस वक्त डोंगाई में हाइशिंग ग्रुप के चेयरमैन और मैंगलान के फादर मिस्टर एन कंप्यूटर के सामने चुपचाप बैठकर सोच रहे थे। मैंगलान का पार्टनर आखिर क्या चाहता है? लगता है वो इस मैटर को और बढ़ाना चाहता है। लगता है मुझे खुद शंघाई जाना पड़ेगा। आधे घंटे बाद मैंगलान जल्दी जल्दी वूचैन के पास आई। वूचैन ने हैरानी से पूछा, मिसन तुम यहाँ? एन मैंगलान घबरा कर बोली, मेरे डैड वो शंघाई आ रहे हैं। लगता है वो जो नया ट्रेंडिंग टॉपिक है उसने उन्हें नाराज कर दिया है।
वूचैन ने शांत लहजे में कहा, हम उनकी मर्जी के हिसाब से काम नहीं कर रहे तो उनका नाराज होना नॉर्मल बात है, लेकिन बिजनेस में अगर प्रॉफिट काफी बड़ा हो तो पर्सनल इमोशन को साइड पर रखना पड़ता है। मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैंगलन ने सरप्राइज होकर पूछा, हमारे बीच वाली बात भी वो भी बताओगे? वूचैन मुस्कुराया, मैंने पहले ही कहा था मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मनी मन उसने सोचा, लगता है एक और फ्यूचर फादर इन लॉ से मिलने का टाइम आ गया है। पता नहीं ओल्ड लाइन मुझे दामाद के रूप में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। मैंगलन ने थोड़ा शर्मा कर गुस्से वाले अंदाज में कहा, हाँ तुम सीरियस हो? तो उसके दिमाग में तुरंत लिरुबिंग के साथ लगी हुई बैट याद आ गई। अगर मैं हार गई तो सिर्फ मेरी नहीं पूरी फैमिली की इंसल्ट हो जाएगी। मुझे मिस लिरुबिंग के सामने घुटने टेक कर माफी भी मांगनी पड़ेगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वूचैन के चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं था। उसने प्यार से कहा, सब ठीक होगा, इतना मत सोचो। उधर पेंगी ने दोनों को इतना क्लोज टोन में बात करते देखा उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वो चुपके से सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन वूचैन ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, तैयारी कर लो, हमें शेंग युलू का इंतजार करना है। 2 घंटे बाद शेंग युलू पहुंच गया। उसने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया, बॉस पेंग, क्या ये मिस्टर चेनवू है? वूचैन ने भी हाथ मिलाया और शांति से बोला, चेनवू मेरा म्यूजिक इंडस्ट्री वाला स्टेज नेम है, मेरा असली नाम वूचैन है, डायरेक्टर शेंग बैठी है। फिर सब बैठ गए। वूचैन ने सीधा पूछा, डायरेक्टर शेंग, पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? शेंग युलू को हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। उसने कहा, मिस्टर वू सीधी बात कीजिए, आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? वूचैन हल्का सा हंस पड़ा, डायरेक्टर शेंग मुझे सच सच बताओ, क्या तुम वाकई होंगशू की वाइफ से प्यार करते हो? सच कहो तो मैं तुम्हारी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, आजकल की दुनिया में सच्चा प्लेबॉय मिलता ही कहाँ है। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? ये बात सुनते ही शेंग युलू का चेहरा उतर गया। वो हकलाते हुए बोला, वो मैं। वूचैन ने बिना रुके कहा, तुम्हें मोडू बुलाने का मकसद तुम्हें धमकाना नहीं है, मैं चाहता हूँ हम दोनों कोऑपरेट करें। मान लो अगर होंगजुन जेल चला गया तो हीजोंग मीडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा? तुम समझे, इसलिए मुझे तुमसे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। शेंग युलू थोड़ा हिचकिचाया, मिस्टर वू, प्रेसिडेंट होंगजुन ने खुद हीजोंग मीडिया बनाई है, मैं तो सिर्फ एक मिडिल मैनेजर हूँ, मेरी पोजीशन इतनी नहीं कि मैं आपको वैसे डॉक्यूमेंट्स लाकर दे सकूं। वूचैन की आंखों में ठंडी सी चमक आ गई, तुम ज्यादा सोच रहे हो, मुझे हीजोंग की बिजनेस सीक्रेट्स नहीं चाहिए और ना ही मैं तुम्हें किसी डेंजरस जगह घुसने को कह रहा हूँ। ये सुनकर शेंग युलू ने पूछा, तो फिर आपको मुझसे क्या चाहिए? वूचैन ने सीधा जवाब दिया, मुझे कल्चर और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के इंटरनेट सर्वर में जो स्कैंडल फाइल्स रखी है वो चाहिए। ये सुनकर शेंग युलू और भी बेचैन हो गया। मिस्टर वू, आप उन सीक्रेट रूमर, स्कैंडल्स और आर्टिस्ट और कंपनीज के क्राइम के सबूत की बात कर रहे हैं जो हीजोंग मीडिया ने इतने सालों से कलेक्ट किए हैं? वूचैन ने सिर हिला दिया, सिर्फ कॉपी करके मुझे देना ही नहीं, उसके बाद हीजोंग मीडिया के सर्वर से ओरिजिनल फाइल्स भी डिलीट कर देना। तब अगर हीजोंग ग्रुप और होंगजुन के बीच वॉर हुआ तो हीजोंग के पास काउंटर अटैक करने के लिए कोई वेपन ही नहीं बचेगा और एन फैमिली का हीशिंग ग्रुप सीधा अपर हैंड ले लेगा। और अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहा तो इसे मेरे फ्यूचर फादर इन लॉ के लिए एक छोटा सा गिफ्ट समझ लेना। शेंग युन परेशान होकर बोला, मिस्टर वू, मुझे कंपनीज की इतनी नॉलेज नहीं है, अगर मैं मेन फाइल डिलीट करूंगा तो ट्रेसेस रह जाएंगे, एक्सेस हिस्ट्री और बाकी लॉग्स का क्या होगा? वूचैन कॉन्फिडेंस से मुस्कुराए, सीधा डिलीट करोगे तो ऑब्वियसली ट्रेस रहेंगे, इसलिए मैं पहले से ही एक प्रोग्राम लिख कर दूंगा। पेंगी ने तुरंत लैपटॉप खोलकर वूचैन का सॉफ्टवेयर दिखाया। वूचैन ने उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, ध्यान से देखो, कंपनी वापस जाकर इस प्रोग्राम से आर्काइव सर्वर एक्सेस करना, यहाँ फोल्डर का नाम एंटर करना, यहाँ डिलीशन का टाइम सेट करना, फिर सिर्फ इस बटन पर क्लिक कर देना, समझ गए? शेंग युलू ने घबरा कर कहा, समझ गया, लेकिन मुझे नहीं पता कंपनी में इसका कोई और बैकअप है या नहीं। वूचैन ने तुरंत जवाब दिया, एक बैकअप है होंगजुन के घर की सेफ में एक ब्लैक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के अंदर। ये सुनते ही शेंग युलू डर के मारे खड़ा हो गया। मिस्टर वू, ये तो और भी इम्पॉसिबल है, मैं प्रेसिडेंट के घर तक नहीं जा सकता। वूचैन ने शांत लहजे में कहा, मैंने अभी कहा ना, तुम्हें खुद कहीं घुसने की जरूरत नहीं। अपनी ट्रू लव बाई को फोन क्यों नहीं करते, आखिर वो उसकी वाइफ है, उसे सब पता होगा। शेंग युलू ने थोड़ा झिझक कर कहा, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, मैं अपने प्यार का ऐसे फायदा कैसे उठा सकता हूँ? मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर वूचैन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने शांत आवाज में कहा, डायरेक्टर शेंग, ये कोई रोमांटिक ड्रामा नहीं चल रहा, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, करोगे या नहीं? वूचैन का एक्सप्रेशन देखकर शेंग युलू तुरंत घबरा गया, करूंगा करूंगा मैं करूंगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और भाई को कॉल लगा दिया। थोड़ा साइड में जाकर धीरे से बोला। फोन की दूसरी तरफ से भाई बोली, ए युआन, जब तक तुम ठीक हो मैं सब करूंगी, लेकिन मुझे सेफ का पासवर्ड नहीं पता। शेंग युलू ने तुरंत वूचैन की तरफ देखकर कहा, मिस्टर वू, भाई को पासवर्ड नहीं पता, अब क्या करे? वूचैन हल्का सा हंस पड़ा, कोई बात नहीं, मुझे पता है, अब मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। वूचैन ने स्टेप बाय स्टेप कॉम्बिनेशन बताना शुरू किया। पहले सेफ का नॉब 3 बार क्लॉकवाइज घुमाना, तीसरी बार सुई को नंबर 12 के सामने रोकना। भाई ने फोन पर वैसे ही किया, पहला लॉक खुल गया। अब दूसरा लॉक 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, सुई को 27 के सामने रोकना। दूसरा लॉक भी खुल गया। अब तीसरा, एक बार क्लॉकवाइज, सुई को 36 पर रोकना। उसके बाद वूचैन ने फाइनल कोड बताया, 956758। कोड एंटर करते ही सेफ खुल गई। अंदर कैश के बंडल्स और ब्लैक हार्ड ड्राइव रखी हुई थी। भाई ने पूछा, अब मुझे और क्या करना है? वूचैन ने शांत आवाज में कहा, सेफ के अंदर की एक फोटो लो, फोटो में हार्ड ड्राइव भी क्लियरली दिखनी चाहिए और तुम भी फोटो में नजर आनी चाहिए। उसके बाद हार्ड ड्राइव का सारा डेटा डिलीट कर देना, बस।
भाई ने उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, उसने सेल्फी लेकर भेज दी। शैंग यूलन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मिस्टर वू, भाई ने आपकी सारी बातें मान ली, अब मैं जा सकता हूँ ना? वूचैन मुस्कुराए, जब इतनी दूर आ ही गए हो तो एक और रात रुक जाओ। कल प्रेसिडेंट चैंग मेरे साथ किसी से मिलने चलोगे, उसके बाद तुम जा सकते हो। ये सुनकर शैंग यूलन ने तुरंत सिर झुका लिया। ठीक है, मैं मिस्टर वू के ऑर्डर्स फॉलो करूंगा, आज रात यही रुकता हूँ। इसी वक्त दूसरी तरफ एन मैंगलान बोली, डैड आप तो कल आने वाले थे ना, आज इतनी अचानक कैसे आ गए? ओलैन ने अपनी लाडली बेटी को देखते हुए बेबसी से कहा, मैंगलान तुम्हारा पार्टनर कहाँ है, उसे बुलाओ, और पेंगी को भी, दोनों को यही बुलाओ। मैंगलान थोड़ी बेचैन होकर बोली, डैड हमारी पहले ही बात हुई थी, मैं अपना म्यूजिक हैंडल करूंगी और आप मेरी कंपनी के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओलैन ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अगर छोटी बात होती तो मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन अभी अभी तुम्हारी कंपनी के 50% शेयर एक आदमी के नाम ट्रांसफर हुए हैं, और हीजोंग के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इतना बढ़ गया है, अगर मैं अभी भी नहीं आया तो तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। मैंगलान घबरा गई, डैड मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। वो 50% शेयर्स मैंने एक बेमिसाल जीनियस के बदले दिए हैं, मेरे हिसाब से ये डील पूरी तरह वर्थ इट है। ओलैन गुस्से से बोला, कैसा अनपैरेलल्ड जीनियस, पहले मुझे उसका टैलेंट दिखने दो, फिर डिसाइड करूंगा कि वो वाकई उतना कैपेबल है या नहीं, अभी क्या अभी उसे यहाँ बुलाओ। मैंगलान ने तुरंत वूचैन को फोन लगाया, उसने धीरे से कहा, हेलो मेरे डैड अनएक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ गए, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वूचैन मुस्कुराया, मैंने सोचा नहीं था कि ओलैन इतने इम्पेशेंट हो गए, ठीक है मैं अभी आता हूँ। आधे घंटे बाद वूचैन मैंगलान की कंपनी पहुंच गया। रूम में एंटर होते ही उसने कहा, गुड इवनिंग मिस्टर एन, मैं चैन वू, मिस एन का म्यूजिक पार्टनर, मेरा असली नाम वूचैन है। ओलैन उठकर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम ही हो वो जीनियस, वेलकम। दोनों ने हाथ मिलाया। वूचैन ने हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मिस्टर एन ये सब मीडिया की प्रमोशन है, इतना सीरियसली मत लीजिए। ओलैन भी मुस्कुराया, अच्छा तो तुम खुद ही मान रहे हो कि ये सिर्फ हवा बनाई गई है? दोनों के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन बातों में बारूद भरा हुआ था। मैंगलान ने सब देखकर टेंशन में आ गई, डैड ये क्या चल रहा है? वूचैन ने सीधा जवाब दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओलैन ने तुरंत पूछा, तो मतलब तुम वाकई बहुत कैपेबल हो? वूचैन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बिल्कुल मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं जब चाहूँ तब फेमस हो सकता हूँ। ये जवाब सुनकर ओलैन समझ गई, ये लड़का जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कुछ देर तक वो चुप रहे, फिर अचानक जोर से हंस पड़े, क्या एरोगेंट यंग मैन हो तुम, जब चाहूँ फेमस हो जाऊं? मैंने अपनी जिंदगी में तुमसे ज्यादा एक्सट्रीम आदमी नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी ये एरोगेंस बेकार नहीं है, ये तुम्हें सक्सेस की तरफ धकेलती है। चलो एक और सवाल पूछता हूँ, अगर तुम इतने टैलेंटेड हो तो कितनी टाइम तक फेमस रहना चाहोगे? क्या तुम पूरी चाइनीज म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज कर सकते हो? क्या तुम जिंदगी भर फेमस रह सकते हो? वूचैन ने शांति से जवाब दिया, मैं जल्दी ही रिटायर हो जाऊंगा, बाद में शायद दूसरे सिंगर्स के लिए गाने लिखूंगा ताकि वो अवार्ड जीत सके। मेरे लिए खुद गाने लिखना और रिलीज करना हमेशा सिर्फ एक हॉबी ही रही है। फिर वूचैन ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, लेकिन मिस्टर एन मैं यहाँ अपने फ्यूचर करियर के बारे में बात करने नहीं आया। उसने मैंगलान की तरफ देखकर कहा, एन मैंगलान इधर आओ। मैंगलान बिना कुछ कहे उसके पास आ गई। ये देखकर ओलैन को थोड़ा अजीब लगा, उन्होंने मनी मन सोचा, एन मैंगलान इतना शर्मा क्यों रही है और इतनी ओबीडिएंट भी, ये सिर्फ बिजनेस पार्टनर जैसा रिलेशन नहीं लग रहा। तभी वूचैन ने एन मैंगलान को अपनी भाव में ले लिया और सीधा बोला, मिस्टर एन मैं और एन मैंगलान ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। ये सुनकर मैंगलान का चेहरा लाल हो गया, उसे समझ ही नहीं आया कि वूचैन अचानक ये क्या कर रहा है, लेकिन वो जानती थी वूचैन बिना वजह कभी कोई काम नहीं करता, इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया। ओलैन ने दोनों को इतना क्लोज देखा और ये बात सुनी तो उनका गुस्सा फट पड़ा, उनकी गर्दन की नसें उभर आई, ये सब क्या हो रहा है? तभी उन्हें अचानक याद आया, रुको मुझे सिर्फ म्यूजिशियन चैन वू का स्टेज नाम याद है, इसने अभी अपना असली नाम बताया था, वूचैन। वूचैन ये नाम और पिछले कुछ दिनों की अफवाह, ये क्या ली फैमिली के वाला वूचैन है? वूचैन ने बिना झिझक कहा, बिल्कुल मैं ली रूबिंग का बॉयफ्रेंड हूँ और ली फैमिली का सबसे बड़ा पोता। ये बोलते वक्त भी उसका हाथ अभी भी एन मैंगलान की कमर पर था। ये देखकर ओलैन और भी गुस्से से भर गए, वो गरज कर बोले, एन मैंगलान मुझे सच बताओ, इसने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया? एन मैंगलान घबरा कर बोली, डैड बात वैसी नहीं है, हम। लेकिन वूचैन ने शांत लहजे में कहा, मुझे हैंडल करने दो। वो एक कदम आगे बढ़ा और बोला, मिस्टर एन मैंगलान और मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल सच्चा है, हाँ फ्यूचर में मेरी शादी ली रूबिंग से होगी और मैंगलान को ये बात पहले से पता है, मैंने कभी उसे धोखा नहीं दिया। ओलैन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली, मैंगलान मतलब तुमने खुद मान लिया कि तुम इस आदमी की दूसरी औरत बनोगी? ये सुनकर मैंगलान की आंखों से आंसू निकल आए, डैड हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। ओलैन ने उंगली से दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंगलान पिछले 20 से ज्यादा सालों में तुम हमेशा मेरी सबसे आउटस्टैंडिंग बेटी रही हो, तुम हमेशा हमारी फैमिली का गर्व रही हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम प्यार के चक्कर में इतना बड़ा फैसला लोगी। फिर उन्होंने वूचैन की तरफ गुस्से से देखा, वूचैन चाहे तुम कितने भी कैपेबल क्यों ना हो, मेरे मैंगलान के साथ तुम्हारा रिश्ता मैं कभी कंटिन्यू नहीं होने दूंगा। वूचैन हंसकर बोला, मिस्टर एन इतनी जल्दी डिसीजन मत लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ये सुनकर ओलैन जोर से हंस पड़ा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अपनी बेटी को तुम्हारी दूसरी औरत बनने से रोकूंगा और उसका मुझे पछतावा होगा। ये कहकर वो तुरंत आगे बढ़े, उन्होंने मैंगलान का हाथ पकड़ा और बोले, मैंगलान पापा के साथ हांगकांग वापस चलो, आज के बाद तुम इस लड़के से दोबारा नहीं मिलोगी।
ये देखकर मैंगलान की आंखों से आंसू निकले। डैड! वूचैन ने उन्हें रोका नहीं, बस शांत आवाज में बोला, मिस्टर एन, आपकी बेटी का रिश्ता मैंने मांगा है, उसके लिए मैं पहले ही शगुन तैयार कर चुका हूँ। क्या आप मेरी बात भी नहीं सुनेंगे? ओल्ड एन रुक गए। शगुन, तुम्हारा मतलब बहुत सारे पैसे हैं? क्या तुम्हें लगता है हांगकांग की एन फैमिली को तुम्हारे पैसों की जरूरत है? मैंगलान मुड़कर वूचैन की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोली, वूचैन! वूचैन ने शांति से कहा, मिस्टर एन, हांगकांग मार्केट का गोल्डन एरा खत्म हो चुका है। अगर एन फैमिली को और ग्रो करना है तो मेनलैंड मार्केट में आना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ हीजोंग मीडिया के साथ कंपटीशन ही इतना मुश्किल है। बाकी बड़ी फैमिलीज भी एन फैमिली पर नजर रखे हुए बैठी हैं। आप हर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट रखते हैं, लेकिन हर चीज को एक साथ संभालना मुमकिन नहीं। आज एन फैमिली की टोटल एसेट अपने पीक से काफी कम हो चुकी है। ओलैन ने गहरी नजर से देखते हुए पूछा, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? वूचैन ने सीधा जवाब दिया, मैं सीधी बात करता हूँ, मैंगलान के लिए मेरा शगुन 1 ट्रिलियन है। इससे एन फैमिली के एसेट सीधा डबल हो जाएंगे और आपके इंडस्ट्री अपग्रेड प्लान के लिए पूरी रिसोर्सेस मिल जाएंगे। होलैंड जोर से हंस पड़ा। 1 ट्रिलियन? क्या तुम 1000 की बात कर रहे हो? हमारी एन फैमिली को 3 जनरेशंस ने मिलकर खड़ा किया है। तुम्हारी उम्र कितनी है? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम इतना आसानी से 1 ट्रिलियन कैसे बोल सकते हो? वूचैन ने शांत लहजे में जवाब दिया, मिस्टर एन, आप हीजोंग मीडिया और उसके कैपिटल नेटवर्क को अच्छी तरह जानते हैं। अगर हीजोंग मीडिया और हाइशिंग ग्रुप सक्सेसफुली मर्ज हो गए तो उनकी कंबाइंड वैल्यू 1 ट्रिलियन से भी कहीं ज्यादा होगी। पूरे चाइनीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर मोनोपोली तक बन सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रपोजल को मना नहीं करेंगे, वरना हीशिंग और हीजोंग एक दूसरे के सारे डर्टी सीक्रेट्स एक्सपोज कर देंगे। इंडस्ट्री का कैपिटल वॉर अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टिगेशन करेगी। ओलैन ने दांत भींच लिया, तो ये सब तुम्हारे ही प्लान था? अब उन्हें समझ आ गया, एल्बम लीक से लेकर पेरेंट कंपनी तक प्रेशर बनाना ये सब पहले से वूचैन का ही प्लान था। वूचैन ने उंगली चुटकाई, पैंगी, प्रेसिडेंट चैंग को अंदर लेकर आओ। पैंगी और शैंगुलो अंदर आए। पैंगी हल्का सा मुस्कुराया, हेलो। अब तक ओलैन का गुस्सा काफी हद तक शांत हो चुका था। वूचैन बोला, मिस्टर एन, ये है शैंगुलो, हीजोंग मीडिया के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड। अब ये मेरे लिए काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट चैंग, डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। शैंगुलो ने रिस्पेक्टफुली फाइल आगे बढ़ा दी। मिस्टर एन, आप आराम से देख लीजिए। जैसे ही ओलैन ने फाइल खोली, वो एक पल के लिए शॉक हो गए। अंदर इंडस्ट्री के इतने सारे डार्क सीक्रेट्स। उन्होंने धीरे से कहा, इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल कर लेना, मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटी मानता हूँ, लेकिन अगर तुम ये सब निकाल सकते हो तो कोई और भी निकाल सकता है। यंग मैन, इस दुनिया को इतना आसान मत समझो। वूचैन के चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस था, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। उसने कहा, मिस्टर, हीजोंग मीडिया के पास जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी उसकी सारी कॉपीज मेरे पास है, और कल प्रेसिडेंट चैंग कंपनी लौट कर उनके ओरिजिनल सोर्सेस फाइल हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे। फिर उसने मैंगलान का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में पूरी सिंसियरिटी थी। अब सब तैयार है। पब्लिक ओपिनियन की ये जंग तब तक चलेगी जब तक हीजोंग मीडिया पूरी तरह से हीचिंग ग्रुप में मर्ज ना हो जाए, और उसके बाद हीजोंग मीडिया की अगली हेड सिर्फ एन मैंगलान होगी। ओलैन ने फाइल वापस उसकी तरफ फेंकी और मुड़कर चल दिए। वो बस इतना बोले, तुम बिल्कुल पागल हो। अभी खुद कह रहे थे कि अगर दोनों कंपनीज एक दूसरे के सीक्रेट्स एक्सपोज करेंगे तो पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। मैं और ये बकवास नहीं सुन सकता। मैं तुम लोगों को एक दिन देता हूँ, अपना मैटर खुद सॉल्व कर लो। ये कहकर वो चले गए। अपने फादर को जाते देख मैंगलान ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक दिया और जोर जोर से रोने लगी। वूचैन ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है मैंगलान, अभी होटल वापस चलो, कल की बात कल देखेंगे। अब रोना बंद करो प्लीज, और मत रो। फिर होटल में सीन बदला जाता है। उस शाम मैंगलान ने कपड़े उतारने की पहल की, जिससे उसका कर्वी एस शेप का शरीर का हर हिस्सा शार्प और सुंदर दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, वूचैन, आज की रात शायद हमारी साथ में आखिरी रात हो। फिर उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया, जिससे वूचैन बहुत कंफ्यूज हो गया। एन मैंगलान बहुत हॉट लग रहे थे और वूचैन के ऊपर कूद गए और उसे उठने नहीं दिया। अब और वक्त बर्बाद मत करो, आज की रात हम सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। चलो पूरी रात नहीं सोते और इस जिंदगी में हमें जो कुछ भी करना चाहिए वो सब करने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहती। वूचैन उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो गया। उसने बस उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। फिर दोनों ने उस रात एक दूसरे का साथ दिया और अपने दिल की बातें शेयर करते हुए पूरी रात साथ बिताई। एक पूरी रात बिना सोए गुजारने के बाद मैंगलान की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैंने पापा से बात की थी, तुम जानते हो ना, उन्होंने बस इतना ही कहा। अब क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है। दूसरी तरफ वूचैन, जो पिछली रात के बाद बिल्कुल फ्रेश और एनर्जी से भरा हुआ था, शांति से स्माइल के साथ उसे अपनी भाव में लेते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। मैंगलान नाराज होकर उससे थोड़ा दूर हटी और बोली, तुम समझते ही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं समझते। वूचैन उसके करीब आते हुए बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पापा से बात करना फेल हुआ। मैंने उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस और इंटेलिजेंस दिखा दी थी। उन्हें अच्छी तरह पता चल गया है कि मैंने कितनी तैयारी की है। फिलहाल इतना ही काफी है। मैंगलान फिर भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो बोली, लेकिन वो माने ही नहीं, उन्होंने मेरी बात एक्सेप्ट ही नहीं की। वूचैन उसके कान के पास धीरे से बोला, अभी भी एक चांस बाकी है। दोपहर होते ही वूचैन एक जबरदस्त सूट पहनकर तैयार हो गया। वो इतना स्मार्ट लग रहा था कि किसी बिजनेस मैगजीन के कवर से निकल कर आया हो। उसने कहा, मुझे आज आफ्टरनून में कुछ काम निपटाना है, जैसे ही खत्म होंगे मैं सीधा तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा।
अपने बाल पीछे सेट करते हुए और नई रोलेक्स दिखाते हुए उसने मुस्कुरा कर पूछा, तो बताओ मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, हैंडसम लग रहा हूँ ना? मैंगलन ने बस बेचारी सी नजर से उसकी तरफ देखा। वो अभी भी उससे नाराज थी क्योंकि जब उसकी दुनिया बिखर रही थी तब वूचन इतना रिलैक्स दिख रहा था। उसने मुंह बनाकर कहा, मूड ही नहीं है। वूचन ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, आज रात स्टार गेजिंग चले? मैंगलन ने बस हुक करते हुए जवाब दिया, बस जाओ अब और जल्दी वापस आना मत भूलना। जब वूचन ने देखा कि अब वो दोबारा रोने नहीं वाली, वो चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंगलन फिर से आंसुओं में टूट पड़ी। वो धीरे से खुद से बोली, सिर्फ एक ही दिन और फिर सब खत्म हो जाएगा। रात का इंतजार करते हुए उसने तुरंत वूचन को एक मैसेज भेज दिया, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। लगभग आधे घंटे बाद पूरा इंटरनेट फट पड़ा। ओएमजी, ये देखा तुम लोगों ने? ग्रैंड एम्प्रेस एन मैंगलन ने पब्लिकली अपने प्यार का इजहार कर दिया। कौन है वो लकी बंदा? क्या वही लड़का है जो पहले उसके साथ दिखा था? ओएमजी, मेरे तो गूज़बम्प्स आ गए। ली रूबिंग ये सब देखकर और भी एक्साइटेड हो गए। उसने सोचा, मैंगलन और मेरे बीच वाली स्टोरी तो और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। उधर सुशिनिन भी हैरान रह गई, ये एन मैंगलन भी ना कमाल की लड़की है। वूरैंग ये खबर देखकर हल्की सी हंसी हंसी। एन मैंगलन वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। इसी बीच वूचन के पास पैंगी भागते हुए आया। मिस्टर वो, इंटरनेट तो पूरी तरह ब्लास्ट हो गया है, क्या मिस एन का ये कन्फेशन हमारे प्लान को इफेक्ट करेगा? वूचन बिल्कुल शांत था। बड़े लोग एंटरटेनमेंट न्यूज की परवाह नहीं करते, रिलैक्स। राउंड टेबल मीटिंग के अंदर सब लोग अपनी सीट पर बैठे थे। लीमा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, यहाँ सब लोग अपने ही लोग हैं, इसलिए फॉर्मेलिटीज छोड़ देते हैं। चलिए वूचन, मीटिंग शुरू करो। हाउ भी वहाँ मौजूद था। वो अंदर ही अंदर कंफ्यूज था। मिस्टर टैंग मुझे यहाँ ले आया और मैं इनमें से आधे लोगों को जानता भी नहीं। फिर ये लोग बार बार क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ कोई आउटसाइडर नहीं है, और ये वूचन का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे पूरी मीटिंग का मेन कैरेक्टर वही हो। वूचन ने एक फाइल उठाई और सबके सामने रख दी। उसने शांत आवाज में कहा, हीजोंग मीडिया में एन मैंगलन को मजबूर करूंगा कि वो यहाँ सब कुछ निगल ले, पूरा टेक ओवर होगा। सन फैमिली भी इस प्लान का हिस्सा है, लेकिन मिस्टर सन की तबीयत खराब है इसलिए वो आज नहीं आ सके। पहले आप सब लोग प्लान देख लीजिए अंकल्स। फिर वो मुस्कुराकर ओल्ड एन की तरफ मुड़ गया। मिस्टर एन, कोई सवाल है? ओल्ड एन एकदम से शॉक में पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, अब समझ आया, वूचन मेरी फैमिली की मदद कर रहा है। लेकिन ऐसी प्राइवेट मीटिंग तो सिर्फ मेनलैंड की सबसे बड़ी फैमिलीज के बीच ही होती है। फिर इस मीटिंग का सेंटर वूचन कैसे बन गया? क्या वो सिर्फ कोई अमीर बिगड़ा हुआ लड़का नहीं था? लेकिन अगर वो वाकई पागल होता तो इतनी बड़ी पोजीशन पर कैसे होता? तो ओल्ड ली ने बात शुरू की, तो मतलब ली, टैंग, गू और सन फैमिलीज को सिर्फ एन फैमिली को ही सपोर्ट देना है। बदले में हर फैमिली को हीजोंग मीडिया के 7% शेयर्स मिलेंगे। सही समझा मैंने? वूचन मुस्कुरा दिया, ये कुछ शेयर सिर्फ नए दोस्तों से दोस्ती बढ़ाने के लिए है। मिस्टर एन, इतना अट्रैक्टिव ऑफर तो आप रिजेक्ट नहीं करोगे ना? ओल्ड एन का चेहरा और सीरियस हो गया। उसने सोचा, मतलब वूचन की वजह से मेरी फैमिली को कुछ खास करना भी नहीं पड़ेगा और हमें हीजोंग मीडिया के 70% शेयर्स मिल जाएंगे। साथ ही इन सब पावरफुल फैमिलीज के साथ अलायंस भी बन जाएगी। ओल्ड टैंग जोर से हंस पड़ा। वूचन कितना अच्छा लड़का है, जब भी कोई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट होता है मुझे कभी नहीं भूलता। सच कहूँ तो अफसोस होता है कि मैं इससे पहले क्यों नहीं मिला। ब्रदरली, तुम वाकई बहुत लकी हो। ओल्ड को भी बोल पड़ा, इसीलिए तो मैं इस बार स्पेशली वूचन से मिलने खुद आया हूँ। ओल्ड एन का प्रेशर अब और बढ़ गया। उसने सोचा, ये सारे बड़े बड़े लोग वूचन को किसी अनमोल खजाने की तरह ट्रीट कर रहे हैं और मैं इसे पागल समझ रहा था। शायद असली पागल तो मैं ही हूँ। इतने पावरफुल सपोर्टर्स के होते हुए हीजोंग मीडिया की औकात ही क्या है? आखिर इन सबका वूचन के साथ क्या कनेक्शन है? क्या इनके बीच कोई सीक्रेट रिलेशनशिप है? वूचन पर्दे के पीछे आखिर क्या छुपा रहा है? मुझे इस लड़की को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना चाहिए। वूचन ने देखा कि ओल्ड एन अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो चलकर उसके पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, मिस्टर एन, अभी कोई सवाल है? ओल्ड एन ने सीधा जवाब दिया, नहीं। ओल्ड टैंग ने एक महंगी वाइन की बोतल उठाई और मुस्कुरा कर बोला, चलिए अब असली पार्टी शुरू करते हैं। उसके बाद सब लोग साथ बैठकर खाना खाने और ड्रिंक्स एंजॉय करने लगे। ओल्ड गू ने ग्लास उठाते हुए कहा, सुना है मिस्टर एन कल ही शंघाई पहुंचे हैं, तो पहले मेरी तरफ से शंघाई में आपका दिल से स्वागत है। ओल्ड एन थोड़ा हैरान जरूर था, लेकिन फिर भी खुशी खुशी सबके साथ ग्लासेस क्लिंक करने लगा। ली माउरेन भी मुस्कुराते हुए बोला, ये कोलैबोरेशन तो सिर्फ शुरुआत है। उम्मीद करता हूँ फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में भी हम इसी तरह साथ काम करते रहे। सारे बड़े बड़े लोग एक ही साथ में ग्लासेस टकरा कर बोले, चीयर्स। लगभग 2 घंटे बाद ओल्ड एन इतने नशे में था कि सीधा अपने होने वाले दामाद वूचन के कंधे पर सहारा लेकर खड़ा था। लड़खड़ाती आवाज में वो बोला, वूचन, कल मैंने जो कुछ भी कहा था मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। शायद मैंने थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर दिया था। वूचन ने धीरे से बोला, मैंगलन पूरी रात रोती रही, आपने उसे बहुत डरा दिया था। ओल्ड एन ने गहरी सांस लेकर ईमानदारी से कहा, सच कहूं तो दिल के किसी कोने में आज भी मुझे ये बात एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है कि मेरी बेटी तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर रहे, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो खुश रहे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? वूचन ने अपने होने वाले ससुर की तरफ देखकर कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, टाइटल को साइड में रख दीजिए, मैं गारंटी देता वो हमेशा खुश रहेगी। दूसरी तरफ बड़ी बहन ले रूबिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो वूचन इतनी देर क्यों लगा रहा है? वूचन आखिर क्या कर रहा है? एक फोन करके एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं मिला। कहीं फिर से मेरे खिलाफ कोई प्लान तो नहीं बना रहा?
उसके आसपास बैठी छोटी बहनें भी उसके गुस्से का प्रेशर फील कर रही थी। शाओशिन चुपचाप बैठी रही। सुशिनी ने तुरंत माहौल ठंडा करने की कोशिश की। सिस्टर लेरुबिंग, इतना गुस्सा मत हो, थोड़ा पेशेंस रखो, हमें बात को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन टियान टियान ने उल्टा आग में घी डाल दिया। वो वूचन कितना घटिया आदमी है, बिल्कुल चालाक लोमड़ी। लेरुबिंग जितना सोचती रही उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अचानक वो खड़ी हो गई और जोर से बोली, बस मुझे अब और फर्क नहीं पड़ता, अभी के अभी शंघाई की फ्लाइट बुक करो, मुझे कल सुबह तक हर हाल में वहाँ पहुँचना है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लगता है इस बार वूचन बुरी तरह फंसने वाला है। इधर एन मैंगलान अपने फोन की स्क्रीन देखकर खुशी से भर गई। सच में डैड मान गए, अब मुझे तुम्हारे साथ रहने देंगे। वूचन मुस्कुराकर बोला, हाँ चलो आज रात स्टारगेजिंग चलते हैं। मैंगलान को लगा जैसे उसे दोबारा जिंदगी मिल गई हो। पापा की परमिशन मिलते ही वो खुशी से उछल पड़ी और वूचन को किस करते हुए बोली, ये तो अमेजिंग है। लेकिन अगले पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये ठीक नहीं लेरुबिंग। वूचन उसकी सोच समझ गया। उसने मुस्कुराकर पूछा, अब तुम्हें अपने पापा की टेंशन नहीं, अब लेरुबिंग की टेंशन हो रही है। मैंगलान धीरे से बोली, मिस ली। वूचन ने प्यार से उसके होठों को हल्का सा दबा दिया और बोला, ज्यादा मत सोचो, पूरा दिन तुम बहुत थक चुकी हो, अब किसी बात की टेंशन मत लो, बस आराम से सो जाओ। उसने कहा तो था कि आज रात कोरियन ड्रामा जैसी रोमांटिक स्टारगेजिंग होगी, लेकिन वूचन सीधा उसे गोद में उठाकर बेडरूम ले गया। अगली सुबह गर्म धूप की हल्की सी रोशनी वूचन के चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखें खुल गई। लेकिन जैसे उसने आंखें खोली उसका चेहरा एकदम बदल गया। लेरुबिंग, तुम यहाँ? लेरुबिंग काफी देर से रूम के अंदर खड़ी थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गई। लेरुबिंग एक बहुत ही स्टाइलिश आउटफिट पहने हुए थी और उसके हाथ में एक शरीफ लॉलीपॉप था। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा था। लग रहा था वूचन की आज खैर नहीं। वूचन ने तुरंत बेड से उठकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बीवी कितनी क्यूट लग रही है। लेरुबिंग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें बस मक्खन लगाना ही आता है। उसने हाथ बढ़ाकर वूचन का मुंह बंद कर दिया। चुप। अगले पल उसने शरीफ लॉलीपॉप को जोर से टेबल पर पटका। उठो दोनों के दोनों। तेज आवाज से एन मैंगलान भी घबराकर नींद से उठ बैठी। वो डर के मारे चीख पड़ी जब लेरुबिंग ने वो शरीफ लॉलीपॉप उसकी तरफ कर दिया। वूचन भी लेरुबिंग की इस रिएक्शन से थोड़ा हैरान रह गया। उसने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और लॉलीपॉप को साइड करते हुए बोला, लेरुबिंग पहले इसे नीचे रखो, इतनी जल्दी मत करो। एन मैंगलान डर के मारे वूचन के पीछे छुप गई। वो हकलाती हुए बोली, मिस ली प्लीज, कल जो हुआ मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेरुबिंग दांत भींचते हुए और भी गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, मुझे लगा था मेरी बात तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ गई है, लेकिन तुमने क्या किया? तुम मुझे समझती क्या हो? क्या तुम्हें लगा कि मैं मजाक कर रही थी? एन मैंगलान इतनी डर चुकी थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। लेरुबिंग ने ठंडी नजरों से घूरते हुए पूछा, अब भी चुप हो? क्या मिस एन मुझे इतना हल्का समझती है? वूचन ने लेरुबिंग का हाथ मजबूती से पकड़ा। बस करो लेरुबिंग, तुम उसके साथ आखिर क्या करना चाहती हो? सुबह सुबह ही झगड़ा शुरू कर दोगी? एन मैंगलान घबराहट में धीरे से बोली, वूचन प्लीज मिस ली से उल्टा मत बोलो। लेरुबिंग ने जोर से अपना हाथ छुड़ाया। उसने सीधा दोनों की तरफ उंगली करते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम दोनों को अब भी मजा आ रहा है? एन मैंगलान ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत आगे बढ़कर वूचन के सामने खुद को खड़ा कर दिया और लॉलीपॉप का रास्ता रोक दिया। वूचन उसकी इस हरकत से बिल्कुल सन रह गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, एन मैंगलान। लेरुबिंग भी यह सब देखकर एक पल के लिए चुप रह गए। उसने हैरानी से पूछा, तुमने वूचन के लिए ऐसा क्यों किया? फिर उसने धीरे से लॉलीपॉप नीचे कर दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दिल में वूचन के लिए इतनी गहरी फीलिंग्स होंगी, इतना गहरा प्यार, बिल्कुल मेरे जैसा। इतना कहकर लेरुबिंग धीरे धीरे मैंगलान के पास आई। उसने प्यार से उसकी चीन ऊपर उठाई और मुस्कुराकर बोली, छोटी बहन मैंगलान। फिर उसने मैंगलान के माथे पर एक प्यार भरा किस कर दिया और दिल से कहा, अब हम दोनों में सुलह हो गई लिटिल सिस्टर। मैंगलान इतनी हैरान थी कि उसके मुंह से ठीक से शब्द नहीं निकल पाए। वो हकलाते हुए बोली, मुझे घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है, और आपने मुझे लिटिल लैन क्यों बुलाया? लेरुबिंग ने तुरंत नजरें चुरा ली। फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, इसका मतलब है मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम्हें घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं। मैंगलान को लगा जैसे कोई चाइनीज ड्रामा लाइव देख रही हो। उसने सोचा शायद बिग सिस बस मेरी टेस्ट ले रही थी। सब लोगों के चेहरे का टेंशन भी धीरे धीरे कम हो गया। मैंगलान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आखिर सबसे बड़ी रुकावट भी पार हो गई थी। वो दिल से बोली, थैंक यू मिस ली, नहीं बिग सिस ली। लेकिन वूचन अब भी बिल्कुल शांत था। उसने अचानक कहा, वैसे कल लिटिल लैन के इंस्टाग्राम पोस्ट की वजह से होटल के बाहर रिपोर्टर्स की लाइन लगी हुई है। बिग सिस लेरुबिंग, क्या आप अपनी छोटी बहन की थोड़ी मदद करेंगी? लेरुबिंग के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक था। उसने बस अपनी मुट्ठी कस ली। उसका मन कर रहा था कि इसी वक्त वूचन के सिर पर एक जोर की चपेट लगा दे। वो बेचारी से आवाज में बोली, तुम बस मुझे परेशानी करते रहते हो, बहुत बुरे आदमी हो। वूचन ने आंख मारते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या करूँ, कुछ काम सिर्फ मैं ही अच्छे से कर सकता हूँ। लगता है पिछले जन्म का कोई कर्ज है तुम पर। लगभग 10 मिनट बाद वूचन और लेरुबिंग एक दूसरे के बहुत करीब चलते हुए होटल लॉबी से बाहर निकले। रिपोर्टर्स ने तुरंत लेरुबिंग को पहचान लिया। अरे ये तो ली फैमिली की ग्रैंडडॉटर है। उसका पेट देखो, उसकी चाल देखकर लग रहा है क्या शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन उसका नाम तो यंग मास्टर डीन के साथ जोड़ा जा रहा था ना।
इसी वक्त बिग सिस ली रूबिंग ने पूरी एक्टिंग शुरू कर दी। उसने ऐसे बिहेव किया जैसे उसे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है और अभी उल्टी हो जाएगी। ये देखते ही रिपोर्टर्स पागल हो गए। मॉर्निंग सिकनेस, ये तो पक्का सबूत है, जल्दी फोटोज लो। एक ही पल में सारे रिपोर्टर्स का ध्यान वूचन और ली रूबिंग पर चला गया। इसी बीच मैंगलान को चुपचाप वहां से निकलने का मौका मिल गया। वूचन ने उसे सेफली निकलते देखा और मनी मन सोचा अब एन मैंगलान सेफ है। थोड़ी देर बाद कार के अंदर वूचन ने कहा शंघाई का काम फिलहाल यहीं तक। फिर उसने ली रूबिंग की तरफ देखकर पूछा मेरी जान अगले 2 दिन के लिए कोई प्लान है? अगर पॉसिबल हो तो मेरे साथ हांगकांग चलोगी? ली रूबिंग थोड़ी हैरान हुई। उसने पूछा अचानक हांगकांग जाने का प्लान क्यों? वूचन ने समझा पहले डिंगलोंग एन फैमिली से कनेक्शन बनाना चाहता था, लेकिन जब एन फैमिली हमारी साइड आ गई तो उसका टारगेट हांगकांग की बाओ फैमिली बन गया। मुझे खबर मिली है कि परसों हांगकांग में एक मैच होने वाला है। डिंगलोंग उस मैच को मैनिपुलेट करके बाओ फैमिली के यंग मास्टर्स को कुछ बिलियंस का मीटिंग गिफ्ट देने वाला है। पहले मैं अकेला उससे डील करता था, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। ली रूबिंग मुस्कुरा दी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स हम साथ चलेंगे। जब हस्बैंड और वाइफ एक साथ काम करते हैं तो समुद्र भी खाली कर सकते हैं। 2 दिन बाद हांगकांग में एक खूबसूरत औरत बाहें खोलकर वूचन का स्वागत कर रही थी। वूचन ने उसका इंट्रोडक्शन करवाया। बिग सिस ली रूबिंग, ये मेरी पुरानी दोस्त है, डिस्ट्रिक्ट 11 की बेस्ट हॉस्टेस टुको युकोई। टुको ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। आप ही ली रूबिंग है ना? वूचन ने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है, मिलकर बहुत खुशी हुई। ली रूबिंग ने सीधा वूचन को तेज नजर से देखा और पूछा हम यहाँ डिंगलोंग को रोकने आए हैं, फिर एक हॉस्टेस का इस सब में क्या रोल है? वूचन ने शांत होकर जवाब दिया मेरी जान ये हमारे प्लान की सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से एक है। फिर उसने सीरियस टोन में पूछा टुको फोन पर जिस बारे में जिक्र हुआ था उसका क्या हुआ? टुको ने अंदर की तरफ इशारा किया। देखो अंदर बहुत सी खूबसूरत औरतें खड़ी थी, हर एक की अपनी अलग खूबसूरती थी, सब अपने अपने अंदाज में लाजवाब लग रही थी। लेकिन उन सबके एक्सप्रेशंस देखकर ली रूबिंग जैसी लड़की के भी रोंगटे खड़े हो गए। उनकी मुस्कान में कुछ अजीब सा कॉन्फिडेंस था। थोड़ी देर बाद सब स्टेडियम के बाहर खड़े थे। टुको बोली वूचन जिन प्लेयर्स का तुमने नाम दिया था दोनों टीम्स के वो प्लेयर जो लगातार 2 रात से मैच फिक्स कर रहे थे, अब उनकी एनर्जी और स्टेमिना लगभग खत्म हो चुका है। उनकी हालत देखकर लगता है कि आज वो मैच मैनिपुलेट ही नहीं कर पाएंगे। नीचे फील्ड में वाकई प्लेयर्स बहुत थके हुए दिख रहे थे। वूचन हल्की से स्माइल के साथ बोला ठीक है आप बस इस मजेदार मैच का तमाशा देखते हैं। लगभग 45 मिनट बाद फर्स्ट हाफ टाई पर खत्म हुआ। बाओ फैमिली के तीसरे यंग मास्टर ने परेशानी से कहा यंग मास्टर वो स्कोर तो वैसे नहीं जा रहा जैसे हमने पहले डिसाइड किया था, अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? यह हांगकांग की बाओ फैमिली की तीसरी जनरेशन का मेंबर था, बाओ शियांग हुई। उधर डिंगलोंग भी काफी परेशान हो गया था। उसने गुस्से में अपने आदमियों को डांटते हुए कहा कोच से जाकर पूछते क्यों नहीं कि आखिर क्या चल रहा है? उसने मनी मन सोचा साला इस साल तो मेरी किस्मत ही खराब चल रही है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा। तभी उसकी नजर नीचे गई और उसने एक जाना पहचाना कपल देख लिया। वह हैरान होकर सोचने लगा ये तो वूचन और ली रूबिंग है, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बाओ शियानुई ने पूछा तुम स्टेडियम में किसी को जानते हो? डिंगलोंग ने दांत पीसकर जवाब दिया एक कमीना वूचन, जब तक वो आसपास होता है मेरे किसी भी प्लान का अंजाम अच्छा नहीं होता। बाओ शियानुई को ये सुनकर काफी इंटरेस्ट आ गया। उसने खड़े होकर वूचन की तरफ ध्यान से देखा और बोला अच्छा तो ऐसी बात है। मनी मन उसने सोचा यहाँ टुको भी अरेंज की गई है, अब तो मुझे लगभग समझ आ गया कि क्या चल रहा है। नीचे वूचन, ली रूबिंग और टुको आपस में हंसते हुए बात कर रहे थे। बाओ शियानुई मुड़ते हुए बोला चलिए यंग मास्टर रुई, अब इस मैच को देखने की कोई जरूरत नहीं। डिंगलोंग हैरान होकर बोला यंग मास्टर शियान मुझे लगा अभी भी चांस है। बाओ शियानुई ने हाथ हिलाकर कहा तुम नहीं समझते, अब कोई चांस नहीं बचा। यह सुनकर डिंगलोंग का चेहरा और काला पड़ गया। उसने मनी मन सोचा वूचन जब से यह हांगकांग आया इसके हर काम में किस्मत उसका साथ दे रही है, पर ये मेरी डिंग फैमिली को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। ठीक है मैं भी देखूंगा कितनी बड़ी लहर उठा सकता है ये लड़का। उधर वूचन और ली रूबिंग टुको और उसकी खूबसूरत टीम के साथ ड्रिंक्स लेकर सेलिब्रेट कर रहे थे। वूचन खुशी से खड़ा हुआ और बोला आज का टाई स्कोर सक्सेसफुल रहा, सबने बहुत मेहनत की, थैंक यू एवरीवन। सबको थैंक यू बोलने के लिए अगले 2 दिन का सारा खर्च मेरी तरफ से। खूब खाओ खूब पियो और जितना एंजॉय करना है करो, सब कुछ मैं कवर करूंगा। येलो ड्रेस वाली खूबसूरत लड़की खुशी से उछल पड़ी ये वूचन सबसे बेस्ट है। उसके पास खड़ी ब्लैक ड्रेस वाली लड़की ने आंखें मारते हुए कहा मिस्टर वो अगर कभी फ्री हो तो हमारी जिंजा में भी जरूर आना। उधर टुको अपने फोन में कुछ देख रही थी। उसने फोन बंद किया और वूचन की तरफ देखकर पूछा अभी थोड़ा प्राइवेट में बात करने का टाइम है। वूचन ने स्माइल के साथ जवाब दिया पहले पार्टी एंजॉय करते हैं बाद में बात कर लेंगे। टुको ने उसकी तरफ गहरी नजर से देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली ठीक है मैं वेट करूंगी। दोनों के बीच की बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा था कि उनके बीच कोई सीक्रेट बात चल रही है। ली रूबिंग जो बिल्कुल पास बैठी थी ये सब देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसने मनी मन सोचा टुको और वूचन के बीच ऐसा कौन सा राज है, कहीं ये मेरे सामने ही इतना क्लोज तो नहीं हो रहे हैं। पार्टी खत्म होने के बाद वूचन और ली रूबिंग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आराम से वापस चल रहे थे। ली रूबिंग ने पूछा मैडम टुको तुम्हारे काफी क्लोज लगती है, क्या वो भी मुझे पीछे छोड़ना चाहती है? वूचन ने धीरे से ली रूबिंग को अपने पीछे कर दिया, फिर बोला मेरी जान इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी लगभग 1 दर्जन गुंडे बैटन और बेसबॉल बैट लेकर उनकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन वूचन पहले से ही तैयार था। उसने तुरंत ली रूबिंग को अपने पीछे प्रोटेक्ट किया।
उसी वक्त वूचन के आदमी भी सामने आ गए। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लिरुबिंग ने हैरानी से पूछा, ओल्डा और उसके लोग हांगकांग कब आ गए? वूचन बिल्कुल आराम से फोन निकालकर वीडियो बनाने लगा। उसने जवाब दिया, जब हम पहली लोकेशन पर पहुंचे थे टुको ने बताया था कि बाओ फैमिली के लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। कल की हेडलाइंस कुछ ऐसी होंगी, ली फैमिली और एक अमीर फैमिली अंडरवर्ल्ड गैंग डिस्प्यूट में फंस गई, लेकिन ओल्डा की ऑफिशियल आइडेंटिटी बर्मीज है, इसलिए ये लड़ाई अब हांगकांग और बर्मीज गैंग के बीच का डिस्प्यूट बन जाएगी। लिरुबिंग हल्की सी मुस्कुरा दिया, अच्छा तो टुको तुम्हें ये सब बताने वाली थी? लगता है मैंने तुम दोनों के रिलेशनशिप को थोड़ा गलत समझ लिया। वूचन कॉन्फिडेंस से बोला, पूरा गलत भी नहीं समझा। वो चाहती जरूर है कि वो तुम्हारे आदमी की औरत बने, लेकिन मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लिरुबिंग ने थोड़ा शरारती अंदाज में कहा, सच में हनी? पहली बार किसी खूबसूरत लड़की को देखकर तुम्हारा दिल नहीं पिसला? ये तो बड़ी अजीब बात है, कहीं डाइट पर तो नहीं हो? वूचन हल्का सा हंस पड़ा, फिर सीरियस होते हुए बोला, उसकी खूबसूरती के अलावा उसकी इंटेलिजेंस और एबिलिटीज भी बहुत कमाल की है। सच कहूँ कई जगह वो मेरी बराबरी करती है, लेकिन वो जापानीज है। अगर कभी दोनों देशों के बीच कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे दोनों तरफ की रिलेशंस खराब हो जाए, तो चाहे हमारी पर्सनल दोस्ती कितनी भी अच्छी हो, आखिर में हमें एक दूसरे के सामने ही खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी उसके साथ ऐसा रिलेशनशिप डेवलप नहीं होने दूंगा। लिरुबिंग थोड़ी शर्मा गई, वो धीरे से बोली, क्लब में मुझे थोड़ी जेलसी हो गई थी, मेरी गलती थी। लगता है मैंने तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड फील करवा दिया, इसलिए सॉरी बोलने के बजाय मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। इतना कहकर लिरुबिंग आगे बढ़ी और प्यार से वूचन को किस कर दिया। वूचन हमेशा की तरह मस्त मूड में था, उसने खुशी खुशी रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लिया और एपोलॉजी की बात वही खत्म कर दी। वो शरारती स्माइल के साथ बोला, लगता है ये रिवॉर्ड थोड़ा सिंपल सा था, है ना? कैसा रहेगा अगर होटल वापस जाकर मुझे थोड़ा बड़ा रिवॉर्ड मिले? लिरुबिंग ने उसकी तरफ घूरकर नखरे से कहा, तुम कितने बेशरम हो। फिर सीन बदलता है अगली सुबह बाओ फैमिली कॉर्पोरेशन में। वूचन और लिरुबिंग सुबह सुबह ही वहाँ पहुंच गए। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुरा कर पूछा, गुड मॉर्निंग, क्या आपकी अपॉइंटमेंट है? वूचन ने सीधा जवाब दिया, नहीं, बस अपने बॉस को बता दीजिए कि वूचन उनसे मिलने आया है। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत फोन मिलाया, बॉस यहाँ वूचन नाम का एक जेंटलमैन आपसे मिलना चाहता है। दूसरी तरफ से हैरानी भरी आवाज आई, वूचन उन्हें अंदर भेजो। रूम के अंदर जाते ही वूचन मुस्कुराया और बोला, बॉस सॉरी, बिन बुलाए ही आ गए, लगता है यहाँ कोई बड़ी मीटिंग चल रही है। बाओ शियानुई हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, कल तुमने मुझे 2 बार हरा दिया, वैसे उसे जीत कहना भी मुश्किल है। मैं सोच रहा था आज किस काम से आए हो। तभी डिंगलोंग की नजर वूचन पर पड़ी, खासकर अपने पुराने दुश्मन को देखकर उसकी नजरें उसी पर टिक गई। वूचन ने बिना झिझक उसकी तरफ इशारा करके कहा, डिंगलोंग जिस प्रोजेक्ट में कॉपरेट करेगा मैं भी वही करूंगा। डिंगलोंग ने तंज भरे लहजे में कहा, लिरुबिंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड बेसिक मैनर्स भी नहीं जानता, ऐसे बिजनेस अलायंस में कैसे पार्टिसिपेट करेगा? वूचन सीधा उसके पास चला गया और बोला, बॉस हमारे राउंड टेबल में मैनर्स देखकर डिसाइड करते हैं या प्रॉफिट देखकर? इतना कहकर वो बॉस शियानुई की तरफ मुस्कुरा दिया। डिंगलोंग को पूरी तरह इग्नोर किया जाना और भी बुरा लगा। बाओ शियानुई ने लॉलीपॉप जलाई और बोला, मिस्टर वू थोड़ी डिटेल्स में समझाइए। वूचन ने कॉन्फिडेंस से कहा, कल जो फुटबॉल मैच डिंगलोंग ने फिक्स करवाया था वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि फुटबॉल में बहुत सारे लोग होते हैं, सबको पूरी तरह कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर मैं होता तो फुटबॉल पर कभी बेट नहीं लगाता, मैं हॉर्स रेसिंग चूज करता। ये सुनकर डिंगलोंग को लगा जैसे उसकी बेइज्जती की जा रही हो। उसने बाहें चढ़ाते हुए जोर से कहा, तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं? मैंने तुम्हारी फैमिली की 8 पुश्तों तक की हिस्ट्री देख ली। तुमने जिंदगी में कभी घोड़े पर बैट नहीं लगाई, यहाँ आकर एक्सपर्ट बन रहे हो। बाओ शियानुई ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, मिस्टर डिंग जल्दी मत कीजिए, पहले इसकी बात सुनते हैं। वूचन ने अपने छाती पर हाथ मारकर कहा, मैं खुद ऑल इन जाऊंगा। बॉस बाओ को बस मुझ पर बैट लगानी है और कितनी बड़ी बैट लगाना है वो आप डिसाइड कीजिए। बाओ शियानुई हंस पड़ा, सुनने में तो काफी सिंपल लग रहा है। डिंगलोंग भी हंसकर बोला, वूचन जो हवाई बातें करके तुम लड़कियों को इम्प्रेस करते हो वो हम मर्दों पर मत आजमाओ। वूचन बिल्कुल शांत था। उसने कहा, मैं कभी हवा में बातें नहीं करता, एक बार जितना किस्मत हो सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें 5, 6 या 8 बार हराया है, क्या वो भी सब किस्मत है? बाओ शियानुई ने लॉलीपॉप का धुआं बाहर छोड़ा और बोला, अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, हम एक बैटिंग एग्रीमेंट साइन करते हैं। अगर तुम मुझे जीता देते हो तो आज से हम दोस्त, लेकिन अगर तुम हार गए तो मुझे 300 मिलियन दोगे, क्या कहते हो? वूचन शरारती स्माइल के साथ बोला, अगर मैं जीतना चाह लूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर बैट लगानी ही है तो थोड़ी बड़ी बैट लगाते हैं। अगर मैं हार गया तो आज के बाद मैं पूरी जान लगाकर आपके लिए काम करूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आप मेरा साथ दोगे और जब भी डिंगलोंग दिखे उसकी पिटाई करोगे, हर बार, एक भी बार नहीं छोड़ोगे। ये बेशर्म सी शर्त सुनकर डिंगलोंग और भी गुस्से से दांत पीसने लगा। वूचन खुद को समझता क्या है? बाओ शियानुई जोर से हंस पड़ा, इंटरेस्टिंग। वूचन मुस्कुरा कर बोला, तो फिर जेंटलमैन की बात पक्की, डील फाइनल। लिरुबिंग ने आंखें घुमाते हुए मन ही मन सोचा, बिल्कुल बच्चों की तरह अजीब अजीब शर्तें लगाते रहते हैं। सीन बदलता है 2 घंटे बाद, हॉर्स रेस शुरू होने वाली थी। वूचन अपने घोड़े के साथ प्रिपरेशन एरिया में पहुंच गया। बाओ शियानुई ने देखकर कहा, वूचन तो काफी प्रोफेशनल लग रहा है। लिरुबिंग ने बिना देखे ही जवाब दिया, ऑब्वियसली। डिंगलोंग ने भी जलन से मुंह बना लिया, TCH। तभी रेस के गेट्स खुल गए, सारे घोड़े बिजली की रफ्तार से फिनिश लाइन की तरफ दौड़ पड़े।
लेकिन शुरुआत में वूचैन सबसे पीछे था। ये देखकर डिंगलोंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखो उसे सबसे लास्ट में चल रहा है, अभी तो बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहा था। लिरुबिंग को उसकी हंसी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने तुरंत जवाब दिया, कंपटीशन में प्रोसेस नहीं रिजल्ट मैटर करता है, इतना जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं। इसी बीच बाओ शियान अचानक एक्साइटेड होकर चिल्लाया, देखो ब्रदर वो अचानक स्पीड बढ़ा रहा है, वो लीडर के बिल्कुल पास पहुंच गया। अगले पल वूचैन और उसका वॉर हॉर्स एक के बाद एक हर ओपोनेंट को पीछे छोड़ते गए सीधा फिनिश लाइन की तरफ। ये देखकर लिरुबिंग खुशी से उछल पड़ी, वाह मेरा बेबी कितना अमेजिंग है, मेरा हबी सबसे बेस्ट है। फिनिश लाइन क्रॉस करने के बाद वूचैन बड़े स्टाइल से अपने बाल पीछे करता हुआ मुस्कुराया और बोला, तो बॉस बाओ बेटिंग एग्रीमेंट के रिजल्ट से खुश है ना। बाओ शियानुई ने बिना कुछ कहे सीधा डिंगलोंग के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सब लोग एक पल के लिए शॉक में रह गए। बाओ शियानुई ने ठंडी आवाज में कहा, ब्रदर डिंग अगर कोई जरूरी काम ना हो तो बेहतर होगा दोबारा हांगकांग मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर से ब्रदर वू को नाराज कर दो। थप्पड़ खाने के बाद डिंगलोंग दांत पीसते हुए बोला, मैं अपनी बात का पक्का हूँ, हम फिर मिलेंगे। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। बाओ शियानुई हंसकर बोला, ब्रदर वो आज से हम दोनों सगे भाई, सब एक ही फैमिली। वूचैन भी मुस्कुरा दिया, बिल्कुल गुड ब्रदर्स। दूसरी तरफ डिंगलोंग फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने हैरानी से कहा, शंघाई की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली म्यूजिक कंपनी की बॉस वूचैन की मिस्ट्रेस है। ठीक है, अगले 2 दिन उसे यॉट पर अच्छी तरह रोक कर रखो। उधर बाओ शियानुई दोनों तरफ 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ आराम से बैठा हुआ हंस रहा था। मिस्टर वो वाकई कमाल के आदमी है, मैंने सोचा भी नहीं था कि हम इतने सारे प्रोजेक्ट्स में साथ में काम करेंगे। वूचैन भी पीछे नहीं था, उसके पास लिरुबिंग सुपर हॉट बिकिनी पहने बैठी थी। वो मुस्कुराकर बोला, ब्रदर बाओ के रिसोर्सेज का सपोर्ट मिल गया, अब सब कुछ और आसान हो जाएगा, एशिया स्पेसिफिक बोट रेस की ग्रैंड सक्सेस के नाम। तभी वेकेशन एंजॉय करते वक्त वूचैन के छोटे भाई माओ रूटेंग का फोन आ गया। उसने घबराहट में कहा, मिस्टर वू मैं और मिस वैंग मुश्किल में फंस गए हैं, हम डब्ल्यू हाउस के कंट्री साइड में शॉर्ट वीडियो शूट कर रहे थे, फोन पर सब समझाना मुश्किल है, प्लीज एक बार यहाँ आ जाइए। वूचैन ने सीधा जवाब दिया, समझ गया। उसने बाओ शियानुई की तरफ मुड़कर कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए मेनलैंड वापस जाना पड़ेगा, कंपटीशन का ध्यान रखना। बाओ शियानुई ने हाथ हिलाकर कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लगभग आधे घंटे बाद वूचैन वहां पहुंच गया। उसने देखा सामने गुंडों का एक बड़ा ग्रुप खड़ा था। वूचैन ने उन सबको ध्यान से देखा और मनी मन सोचा, इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी आंखें ये लोकल स्ट्रीट थग जैसे नहीं लग रहे, लगता है मामला उतना सिंपल नहीं है। भीड़ के बीच से अचानक माओ रूटेंग जोर से चिल्लाए, मिस्टर वू इधर। वूचैन बिना डरे भीड़ के बीच से गुजरता हुआ उसकी तरफ चल दिया। माओ रूटेंग खुशी से बोला, मिस वैंग रोना बंद करो, मिस्टर वो आ गए। जैसे ही शाओडे ने अपने सबसे भरोसेमंद इंसान को देखा, वो फूट फूट कर रो पड़ी। हिचकियों के साथ दौड़कर उसके पास आई और बोली, मिस्टर वो हिचक हिचक, मैं फिर से किसी काम की नहीं निकली, मैंने फिर से आपको परेशानी में डाल दिया। वूचैन को सबसे ज्यादा सुकून इस बात का था कि वो बिल्कुल ठीक थी। उसने उसे जोर से गले लगा लिया और प्यार से बोला, ऐसा मत बोलो, आराम से बताओ आखिर क्या हुआ। तभी गुंडों का लीडर बीच में बोल पड़ा, अगर ये नहीं बताती तो टाइम वेस्ट मत करो, सीधा हमारे बॉस से बात करो। ये सुनकर वूचैन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने तेज नजरों से उस आदमी को देखा और धीरे से बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब मैं बात कर रहा हूँ और कोई बीच में टोकता है, समझा। वूचैन की आंखों में भारी किलिंग ईंट देखकर वो गुंडा तुरंत चुप हो गया। वूचैन ने फिर प्यार से शाओडे के सिर पर हाथ फेरा, तुम बताओ। शाओडे ने अपना फोन उसके हाथ में दिया, मिस्टर वू ये देखिए, ये हमारी नई शॉर्ट फिल्म है, रिबॉर्न एज अ सर्वेंट इन द सीईओ's हाउस। इसके 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, व्यूज बहुत अच्छे हैं, टॉप रैंकिंग तक पहुंच गई। लेकिन कल गांव के कुछ लोग यहाँ हंगामा करने आ गए। माओ रूटेंग धीरे से बोला, ये लोग कह रहे हैं कि हमने कुर्सियां तोड़ दी, फ्लोर गंदा कर दिया, सोफा खराब कर दिया, हर छोटी छोटी बात का बहाना बनाकर पैसे मांगने लगे। जब हमने मना किया तो इन्होंने हमें पीटा भी और फिर भी पैसे मांग रहे हैं। वूचैन हैरान होकर बोला, एक बात समझ नहीं आई, मेरा डोंगाई वाला विला तो खाली पड़ा है, फिर तुम लोग यहाँ इतनी दूर क्यों आ गए। शाओडे ने उदास होकर जवाब दिया, क्योंकि वो आपका घर है मिस्टर वू, हमारी प्रोडक्शन टीम में 5-6 लोग हैं, मुझे डर था कहीं हम आपका घर ही खराब ना कर दे। ये सुनकर वूचैन हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, पागल लड़की, मेरा घर तुम्हारा घर नहीं है क्या, ये सब छोटी बातें हैं, बाद में देख लेंगे। इतना कहकर वूचैन उसके सामने खड़ा हो गया और उसे प्रोटेक्ट करते हुए जोर से बोला, अगर बात सिर्फ कंपेंसेशन की है तो जो भी बात करने वाला है वो आगे आओ। तभी एक बूढ़ा आदमी 2 कागज हाथ में लेकर आगे बढ़ा। उसने कहा, ये विला मेरे पोते का शादी वाला घर है, यहाँ का सारा फर्नीचर ब्रिटिश रॉयल फैमिली के क्राफ्टमैन ने हाथों से बनाया था। हमारे गांव की पुरानी परंपरा के हिसाब से अगर एक चीज बदली तो पूरा सेट बदलना पड़ेगा, वरना मेरे पोते की जिंदगी में बैड लक आ जाएगी। उसने कागज वूचैन की तरफ बढ़ाया और बोला, ये पूरे फर्नीचर सेट का बिल है सिर्फ 102 मिलियन, इनवॉइस भी देख लो, मेडिकल एक्सपेंसेस अलग से बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ये सब देखकर वूचैन के मन में अजीब सा ख्याल आया, ये लोग तो प्रोफेशनल डाकू निकले, सीधा लूटने के बजाय इनवॉइस भी दिखा रहे हैं। फिर उसने अंदर ही अंदर सोचा, ये शाओडे का प्रोड्यूसर के रूप में पहला प्रोजेक्ट है, किसी भी हाल में इस फिल्म का फ्यूचर खराब नहीं होने देना। ये सोचकर वो मुस्कुराया और बुढ़े से बोला, अंकल आखिर में आप सबको पैसा ही चाहिए ना, ऐसा करते मैं एन मैंगलैंड से इस फिल्म का थीम सॉन्ग गवाता हूँ, फिल्म सुपर हिट होगी और इस फिल्म की सारी अर्निंग्स का बराबर हिस्सा आप सबको मिलेगा, 102 मिलियन से भी ज्यादा कमा लोगे, क्या कहते हो।
अपनी बात पर यकीन दिखाने के लिए वूचन ने तुरंत फोन निकाला और एन मेंगलान के साथ अपना कनेक्शन दिखाया। बुड्ढे ने फोन देखा और हैरानी से बोला, ठीक है, लेकिन एक बात पहले ही साफ कर देता हूँ, चाहे शावी ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो कंपनी के आर्टिस्ट हो, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद वो तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती। वो मेरी बहू है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जितना भी कॉम्पेंसेशन होगा वो मैं दे दूंगा। ये कहकर बुड्ढे ने सामने बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की की तरफ इशारा किया। वो चुपचाप स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। वूचन ने तुरंत पूछा, शावी ये कौन है? शावडे ने जवाब दिया, ये हमारी फिल्म की फीमेल लीड है, बहुत टैलेंटेड है, इस मूवी में इसका रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। सच कहूं, मैं यहाँ शूटिंग करने का एक बड़ा रीजन भी यही है। उसने कहा था कि उसके लिए बाहर जाना कन्वीनियंट नहीं है। ये सुनकर वूचन को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने एक नजर उस लड़की पर डाली और मनी मन सोचा, लगता है यहाँ कोई राज छुपा हुआ है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया, बाद में देख लूंगा। वूचन ने बुड्ढे की तरफ देखकर कहा, अंकल तो फिर डील पक्की? बुड्ढा तुरंत बोला, एक मिनट बॉस, अभी एक और बात बाकी है। उसने अपने पोते को बुलाया और बोला, अब शावी धीरे धीरे फेमस हो रही है, कल को लोग ये ना कहे कि मेरा पोता सिर्फ उसके सहारे जी रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे भी फिल्म में एक रोल मिले। ऑडियंस इसे पहचानेगी तो फ्यूचर में इसका करियर भी बन जाएगा। वूचन ने बाहर से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा, इन लोगों की लालच खत्म ही नहीं होती, मैं तुम्हारी ये फालतू डिमांड्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर वूचन ने खुशी से माओ रूटोंग को आवाज दी, बॉस माओ, सब लोग इधर आ जाओ, एक ग्रुप फोटो लेते हैं, यादगार रहेगी। उसके बाद वूचन, पूरी फिल्म क्रू और गांव के लोग सब मिलकर फोटोज लेने लगे। फोटो के बीच खड़ा वूचन हल्का सा मुस्कुराया जरूर, पर उस स्माइल के पीछे कोई प्लान जरूर चल रहा था। फिर सीन बदलता है रात के वक्त। वूचन अपने रूम में बैठा कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद वो सोच में डूब गया। जैसे मैंने सोचा था, ये तगड़े आदमी विशु का नहीं है, ये सब लोग कैपिटल के लीव फैमिली के लोग हैं। इस बुड्ढे ने लीव फैमिली का सपोर्ट ले लिया है, इसलिए गांव में इतना दबदबा बना रखा है। ये आदमी हांगकांग में जो चुपके से कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था, उससे काफी मिलता जुलता लग रहा है। कहीं डिंगलोंग भी इस सब में शामिल तो नहीं? तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वूचन को थोड़ा अजीब लगा, इतनी रात को कौन आ सकता है? वो तुरंत दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खुलते ही वो थोड़ा हैरान रह गया। शावी इतनी रात को अभी तक सोई नहीं? शावी थोड़ा अलग अंदाज में तैयार होकर आई थी। उसने धीरे से कहा, ये मूवी खत्म होने के बाद क्या मैं मिस चावड़े के साथ जा सकती हूँ? मैं उनसे एक्टिंग सीखना चाहती हूँ और फ्यूचर में अपना एक्टिंग करियर और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वूचन को उसकी बात का असली मतलब समझ आ गया। उसने पूछा, मतलब तुम असल में इस जगह से भागना चाहती हो? मैं गलत कह रहा हूँ? ये सुनते ही शावी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो रोते हुए बोली, मेरे माँ बाप नहीं थे, मैं बचपन से ही उनके घर में पली बड़ी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, खुद पैसा कमा सकती हूँ, मैं उनका एहसान डबल करके दूंगी। लेकिन अगर वो मुझसे जबरदस्ती अपने घर में शादी करवाना चाहते हैं तो मैं मर जाना पसंद करूंगी। वो रोते रोते गिड़गिड़ाए। उसने अपनी भारी शर्ट उतार दी, जिससे उसके आकर्षक ट्विन टावर्स दिखाई देने लगे, और उसने कहा, अगर आप मेरी बात मान ले तो मैं इसके बदले अपनी सबसे कीमती चीज दे दूंगी, प्लीज। लेकिन वूचन ने तुरंत आगे बढ़कर उसके कपड़े ठीक कर दिए और शांत आवाज में बोला, ऐसे फैसले कभी जल्दी में मत लिया करो। शावी उसकी इस रिएक्शन से बिल्कुल हैरान रह गई। बॉस, वूचन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अंदर आ जाओ, आपसे मुझे सिर्फ मिस्टर वू बुलाओ, हर बार बॉस कहने की जरूरत नहीं। शावी अभी भी शर्म और घबराहट से लाल हो रही थी। वूचन ने उसके लिए एक गिलास पानी निकाला। लो, पानी पी लो। फिर उसने पूछा, फिल्म क्रू के साथ जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से क्या कल शूटिंग का शेड्यूल कवर करना पड़ेगा? शावी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मेरा जो सोकल फियांसे है वो ऑलरेडी सेट पर आ चुका है। सीनियर्स नहीं चाहते थे कि उसकी रेपुटेशन खराब हो, इसलिए उन्होंने तुरंत एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। नाम है टाइम ट्रेवलिंग ग्रेट सॉन्ग नूडल किंग। अब सब लोग ओवरटाइम कर रहे हैं। ये सुनकर वूचन ने सामने वाले पुराने बिल्डिंग की तरफ देखा। उसने मनी मन सोचा, अच्छा, नई फिल्म की शूटिंग, कोई तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद वूचन सीधा माओ रूटेंग के पास गया। उसने पूछा, बॉस माओ, अचानक ये नया प्रोजेक्ट क्यों ऐड किया? माओ रूटेंग ने जवाब दिया, ये स्क्रीन राइटर का आइडिया था, रिस्क लेने से बेटर लगा कि एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए, कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है। मिस्टर, आप पहले ये जल्दी में लिखी हुई स्क्रिप्ट देख लीजिए, अभी सिर्फ एक ही एपिसोड तैयार हुआ है। स्क्रिप्ट हाथ में लेकर वूचन गहरी सोच में पड़ गया। कहीं मैं जरूरत से ज्यादा सोच तो नहीं रहा, लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? अगली सुबह बहुत जल्दी वूचन ने नींद से उठकर खिड़की खोली। ताजी हवा का मजा लेते हुए उसकी नजर बाहर काम कर रही लड़कियों पर पड़ी। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने सोचा भी नहीं था शावी इतनी बड़ी वर्कोहॉलिक निकलेगी। दूसरी तरफ शावी और पूरी फिल्म क्रू सुबह से ही शूटिंग की तैयारी में इधर उधर भाग रही थी। तभी वूचन की नजर अचानक एक जगह टिक गई। उसका चेहरा सीरियस हो गया। रुको, ये तो डस्ट एक्सप्लोजन होने वाला है, शावी और शावड़े खतरे में है। एक मोटा सा एक्टर जो शेफ का रोल कर रहा था, टेक 1 लेने के लिए रेडी हुआ था कि किसी ने चुपके से गर्म तेल में कुछ फेंक दिया। वूचन बिना एक सेकंड गवाए बिजली की रफ्तार से सेट की तरफ दौड़ पड़ा। एक ही पल में उसने दोनों लड़कियों को पकड़ लिया, दाएं हाथ से शावी, बाएं हाथ से शावड़े। फिर दोनों को जोर से खींचकर बाहर निकाल दिया और अगले ही पल बूम, जोर का धमाका हुआ। वूचन ने तुरंत अपना पुराना टाइम स्पेस सिस्टम एक्टिवेट किया। बैम, टाइम वापस रिवाइंड हो गया। सुबह का वही पल दोबारा आ गया। इस बार वूचन बिना वक्त गवाए सीधा भागा। एक बाल्टी भर पानी उठा और सीधा उस मूवी प्रॉप पर उलट दिया। फिर जोर से बोला, ये सीन आफ्टरनून में शूट होगा, अभी कोई शूटिंग नहीं।
शावी और शावड़े दोनों एक साथ हैरानी से पूछ बैठे, मिस्टर वो क्या हुआ? वूचन ने सीरियस होकर जवाब दिया, यहाँ हवा में डस्ट इतनी ज्यादा है कि कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है और मुझे पूरा यकीन है कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है। स्क्रीन राइटर को मेरे ऑफिस भेजो, मुझे उससे बात करनी है। थोड़ी देर बाद हेड स्क्रीन राइटर अंदर आया। बॉस, आपने बुलाया? वूचन सीधा मुद्दे पर आ गया। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, ये नई स्क्रिप्ट तुमने नहीं लिखी ना? स्क्रीन राइटर ने शर्माते हुए सर खुजाया। मिस्टर माओ कल बहुत जल्दी मचा रहे थे, मैं टाइम पर स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर मेरी पुरानी कंपनी का एक दोस्त मिला, उसने बहुत सस्ते में स्क्रिप्ट दे दी। वूचन हल्का सा मुस्कुराया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस बात के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। बस एक बात बताओ, जिसने स्क्रिप्ट बेची थी उसका आईडी क्या है? स्क्रीन राइटर बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो होना था हो गया। वूचन ने लैपटॉप में डिटेल्स चेक की, फिर मन ही मन बोला, मिल गया। 3 दिन पहले इसके अकाउंट में बहुत बड़ा ट्रांसफर हुआ। उसके बाद इसने क्रिटिकल टाइम पर हमें ये स्क्रिप्ट बेची और जिस कंपनी ने पैसे भेजे वो डिंगलोंग की सब्सिडियरी है। वूचन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। डिंगलोंग अगर गंदा खेल खेलना चाहता है तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। कुछ देर बाद वूचन अकेले ही कल वाले गुंडों के बूढ़े बॉस के पास पहुंच गया। वूचन जोर से बोला, बुड्ढे अपनी असली बॉस को बाहर बुला, मुझे उससे बात करनी है। बुड्ढा नाराज होकर बोला, कैसी बकवास कर रहा है, यहाँ का बॉस मैं हूँ, जो कहना है मुझसे कहे। वूचन ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में जवाब दिया, अगर फिल्म सेट की आग वक्त पर नहीं बुझती तो तुम्हारा पोता अब तक जिंदा नहीं होता। एक बार मैंने उसकी जान बचा दी, लेकिन दूसरी बार बचा पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं। क्या तुम वाकई अपने पोती की जान दांव पर लगाना चाहती हो? यह सुनकर बुड्ढे के माथे पर पसीना आ गया। उसने तुरंत फोन निकाला, जल्दी गाँव वापस आओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आधे दिन बाद एक हेलीकॉप्टर गाँव में उतरा। उसमें से एक बेहद खूबसूरत और शानदार पर्सनैलिटी वाली औरत बाहर निकली। ये कैपिटल की लुई फैमिली की थर्ड मास्टर की वाइफ थी, मैडम चिंगी। उसे देखते ही सारे गुंडे झुक गए। थर्ड मास्टर्स वाइफ। बुढ़ा भागता हुआ उसके पास आया, मैडम बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, आपके छोटे भाई की जान लगभग चली गई थी, उनसे खुद पूछ लीजिए, सब कुछ सच बता देंगे। चिंगी ने आराम से लॉलीपॉप जलाई, एक लंबा कश लेकर धुआं बाहर छोड़ा, फिर ठंडी नजरों से बुड्ढे को देखते हुए बोली, इतने सालों बाद भी तुम छोटे बड़े किसी भी काम को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, निकम्मे में कहीं के, शर्म नहीं आती? बुड्ढा तुरंत चुप हो गया, एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। चिंगी सीधी खड़ी हुई और बोली, कौन मुझसे बात करना चाहता है, जल्दी सामने आओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। तभी वूचन लैपटॉप लेकर आगे बढ़ा। उसने शांत आवाज में कहा, कोई ऐसा आदमी है जो आपके परिवार और मेरी फिल्म क्रू दोनों को उड़ा देना चाहता है। उसका मकसद हमारे बीच दुश्मनी पैदा करना है। चिंगी ने पहली बार वूचन को ध्यान से देखा। उसने थोड़ी नाराजगी से पूछा, तुम कौन हो? वूचन गर्व से मुस्कुरा दिया, मेरी गर्लफ्रेंड लिरू बिंग है और आप लुई फैमिली की थर्ड मास्टर की वाइफ। अगर हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये सिर्फ तुम और मेरा झगड़ा नहीं होगा, ये ली फैमिली और लुई फैमिली के बीच का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो मेरी फिल्म क्रू और आपके भाई दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। सुबह जो कुछ हुआ था उसके बारे में वूचन से सुनने के बाद भी उसने बिल्कुल शांत रहकर अपनी लॉलीपॉप के 2-3 कश लिए और बोली, हमारे लुई फैमिली से पंगा लेना चाहने वाले लोग खुलेआम भी बहुत है और छुपकर भी। क्या हम हर छोटी बड़ी बात की इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे? वूचन समझ गया कि क्योंकि उसका डिंगलोंग के साथ कोई सीधा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था और अभी तक उसके साथ कुछ हुआ भी नहीं था, इसलिए वो नेचुरली इस मामले में पड़ना नहीं चाहती थी। वूचन बोला कि थर्ड मिस और ओल्ड बटलर खुद ही बोर्ड का काम संभाल सकते हैं। फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो गांव में रुककर थोड़ा मैनेजमेंट क्यों नहीं देख लेती? चिंगी को वैसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, इस वक्त वो थोड़ी इम्पेशेंट हो चुकी थी और बस वहाँ से निकलना चाहती थी। उसने कहा, अगर तुम लुई और ली फैमिली के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते तो जितना हो सके उसे रोकने की कोशिश करो। मुझे और भी काम है, इसलिए मैं तुम्हें सी ऑफ नहीं करूंगी। सीना फिल्म क्रू की तरफ शिफ्ट होता है। सब लोग द ग्रेट सॉन्ग किंग ऑफ नूडल्स की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद रैप अप पार्टी की तैयारी कर रहे थे। तभी माओ रूटोंग भागते हुए आया और बोला, ब्रदर वो फाइनली फिल्म क्रू की शूटिंग खत्म हो गई। अच्छा हुआ आप यहाँ आते, वरना इतनी स्मूथली सब कुछ कंप्लीट नहीं होता। वूचन मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, मैं तो बस सबके हेल्प के लिए यही रुक गया था, स्पेशली शावड़ी की, क्योंकि ये उसकी पहली फिल्म थी। मुझे लगा था एक्सपीरियंस कम होने की वजह से काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर उसने पूछा, बॉस माओ थर्ड मैडम अभी तक दिखाई क्यों नहीं दी? माओ रूटोंग धीरे से उसके पास और फुसफुसा कर बोला, मैंने सुना है वो अपने प्राइवेट रूम में अकेली ही सेलिब्रेट कर रही है। ये सुनते ही वूचन थोड़ा सरप्राइज हुआ, अकेली सेलिब्रेट कर रही है? फिर वो मुड़ते हुए बोला, कल मैं थर्ड मिस और लुई फैमिली को नई फिल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ग्रुप फोटो के लिए इनवाइट करूंगा। और हॉलवे से गुजरते वक्त अचानक एक लड़की की जोर से चीख सुनाई दी, शिनो शिनो नहीं, प्लीज दूर रहो। वूचन ने तुरंत पहचान लिया, ये शावी की आवाज है। जैसे जैसे वो रूम के पास पहुंचता गया आवाज और भी साफ होती गई, तुम क्या कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। डोर के बाहर खड़ा वूचन का चेहरा गुस्से से भर गया, अंदर क्या चल रहा है? अंदर से चीखें और तेज होने लगी। बिना एक सेकेंड गवाए वूचन ने जोर से दरवाजा तोड़ दिया। अंदर घुसते उसने देखा कि एक सुअर जैसा घटिया आदमी शावी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। शावी पूरी ताकत से उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। ये देखते ही वूचन गरज उठा, इस सुअर ने कितनी शराब पी रखी है, दिन के उजाले में इतनी घटिया हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? जब उसने देखा कि वो आदमी अभी भी नहीं रुक रहा तो वूचन सीधा दौड़कर गया और एक जबरदस्त किक मारी और एक ही लात में वो आदमी दूर जाकर गिरा।
अपने बचाने वाले को देखते ही शावी की आंखों से आंसू निकले। ब्रदर वो प्लीज। वूचन तुरंत उसके पास गया, उसे उठाया और प्यार से बोला, मुझे माफ कर दो, सिक्योरिटी और टाइट होनी चाहिए थी। आज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन याद रखना हमारी कंपनी में ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अब मत रो, मैं आ गया हूँ ना। ये कहकर वूचन ने शावी को अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर निकलने लगा। तभी बाहर से अचानक जोर जोर से आवाजें आने लगी। आग आग लग गई। सब लोग घबराकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। बाहर आग तेजी से भड़क रही थी और हर तरफ घना धुआं फैल चुका था। जैसे वूचन बाहर निकला और आसपास देखा, उसने तुरंत समझ लिया कि आग थर्ड मिस के रूम से ही लगी थी। स्टाफ जान बचाकर बिल्डिंग से बाहर भाग रहे थे। वूचन ने तुरंत एक स्टाफ मेंबर को रोका और कहा, इस लड़की का ध्यान रखना और इस आदमी को पुलिस के हवाले कर देना। यंग स्टाफ मेंबर ने तुरंत जवाब दिया, जी बॉस। ये सुनते ही वूचन बिना देरी किए सीधा आग के बीच की तरफ दौड़ पड़ा। उसने जोर की लात मारकर रूम का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर घुसते घने धुआं की वजह से कुछ सेकंड तक उसका सांस लेना मुश्किल हो गया, इसलिए अपनी नाक और मुंह को बचाते हुए वो अंदर बढ़ा। वो अंदर गया और उसने चिंगी को एक सिडक्टिव पोज में देखा। वो उत्तेजक आवाजें निकाल रही थी। एक हाथ में मोमबत्ती थी और दूसरा हाथ नीचे की ओर था। ये देखकर वूचन के मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। अब समझ आए ये आग लगने पर बाहर क्यों नहीं आए। लगता है सेलिब्रेट करने का तरीका थोड़ा ज्यादा ही अलग है। फायर से खेलना सच में महंगा पड़ गया। वूचन तुरंत उसके पास गया और उसके हाथ से कैंडल छीन ली। चिंगी ने धीमी आवाज में कहा, वापस दो प्लीज, मुझे वापस दो। जब उसने देखा कि वूचन कैंडल लौटाने वाला नहीं है तो वो बस उलझी हुई हालत में कुछ और बोलने लगी। अगर तुम मेरी मोमबत्ती वापस नहीं देते तो मुझे तुम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी मोमबत्ती दो। उसकी बातें सुनकर वूचन बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। ये सब सोचने का वक्त है क्या। इस बार उसने और कुछ नहीं कहा। वो उसके पास गया लेकिन उसकी बातों का जवाब देने के लिए नहीं। उसने सीधा उसे बेहोश कर दिया, वरना दोनों ही आग में फंस जाते। वूचन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, थर्ड मिस, लगता है किसी ने तुम्हें कोई जहर या सिडक्टिव दे दिया है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और हाँ गाइस, ब्रदर वू के बारे में कोई गलत मत समझना। हमारा भाई जितना सीधा और ईमानदार है उतना मुश्किल से कोई होता है। कुछ देर बाद ब्रदर वू के रूम में काफी देर बाद चिंगी धीरे धीरे होश में आने लगी। जैसे उसने आंखें खोली, उसने देखा कि वो एक अनजान रूम में थी और अपनी हालत देखते ही वो बुरी तरह घबरा गई। वो झट से उठकर बोली, ये क्या हुआ, मैं वूचन के रूम में। फिर वूचन आगे बढ़ा, एक कुर्सी खींचकर बैठा और सोच में डूबा हुआ बोला, थर्ड मिस, लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पर तुम्हारे रूम तक पहुंच गया था, इसीलिए तुम्हें वहां से निकालकर आग से बचा पाया। चिंगी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बेहोश होने से पहले क्या हुआ था ये याद करने की कोशिश करने लगी। लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश करे उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो हिचकिचाते हुए बोली, वो बाकी सब छोड़ो, मैं उस वक्त होश में नहीं थी, तुम और मेरे बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना। ये सुनकर वूचन हल्का सा मुस्कुरा और बोला, मैं वूचन ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। और वैसे भी तुम्हारा रूम तो कुछ ही देर में जलकर राख होने वाला था। चिंगी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे लगता है किसी ने पहले ही मुझे जहर या कोई सिडक्टिव दे दिया था। रूम में जो वाइन मैंने पी थी उसमें जरूर कुछ गड़बड़ थी। फिर उसने अपना अंदाजा बताया, जो लोग इतने खुलेआम मुझे मारने की हिम्मत कर सकते हैं वो बहुत कम है। मेरे इतने दुश्मन भी नहीं है। डिंग फैमिली तो बस मौके का फायदा उठा रही है। लेकिन इस दुनिया में जो सच में मेरी मौत चाहती है वो लुई फैमिली की सेकंड में से, और वो खुद भी लुई फैमिली की मेंबर है। ये सब सुनकर वूचन को मामला और भी इंटरेस्टिंग लगने लगा। वो बोला, तो अब डिंगलोंग और लुई फैमिली की सेकंड मिस ने हाथ मिला लिया है। लगता है इस बार मामला काफी बड़ा होने वाला है। अब मैं तुम्हारी सोच जानना चाहता हूँ, थर्ड मिस, तुम आगे क्या करना चाहती हो। चिंगी ने उसकी तरफ देखकर कहा, ब्रदर वो कोई लॉलीपॉप है, मुझे एक दे दो। वूचन ने उसके लिए लॉलीपॉप जलाई। एक लंबा कश लेने के बाद चिंगी फिर से शांत हो गई और बोली, अब जब हमारा टारगेट एक ही है तो हम दोनों मिलकर उन पर पलटवार करेंगे। आज जो बेइज्जती हुई है उसका बदला जरूर लेंगे। वूचन के चेहरे पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान आ गई। जब थर्ड मिस ने फैसला कर ही लिया है तो क्यों ना कोस्टल ग्रीन सिटी में थोड़ा हंगामा मचाया जाए। चिंगी हैरानी से बोली, वही प्रोजेक्ट जहाँ सेकंड मिस लुई फैमिली के लिए काम कर रही है। वूचन ने अपना फोन निकाला और बोला, वो प्रोजेक्ट लुई फैमिली के लिए नहीं बल्कि डिंगलोंग के साथ मिलकर चल रहा है। असल में डिंगलोंग जानबूझकर प्रॉफिट्स लुई फैमिली को ट्रांसफर कर रहा है ताकि उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत कर सके। सेकंड मिस और सेकंड यंग मास्टर तो बिना कुछ किया ही 40% प्रॉफिट खा रहे हैं। ये सुनकर चिंगी को काफी मजा आया और वो मुस्कुरा दी। तो फिर ब्रदर वो मुझे क्या करना होगा। वूचन थोड़ा झुककर एकदम बैड बॉय वाली स्माइल के साथ बोला, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी को उसका पता नहीं है। थर्ड मिस, तुम कल वापस जाओ, उनसे नॉर्मल बातचीत करो और थोड़ा पता लगाने की कोशिश करो। और अगर तुम लुई फैमिली के सामने अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो कोस्टल ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट से जितनी जल्दी हो सके अपना नाम वापस ले लो। बाकी सब आराम से बैठकर तमाशा देखना या फिर सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चिंगी ने सिर हिलाकर कहा, अगर ऐसा तो फिर मैं मिस्टर वू की खबर का इंतजार करूंगी। वूचन खड़ा हुआ और बोला, तो फिर बात पक्की, लेकिन एक और काम है, कल मैं पूरी फिल्म क्रू को वापस भेज दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम बिना वजह इस मुसीबत में फंसे। अब चिंगी की नजर वूचन पर पहले से बिल्कुल अलग थी। वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोली, जब तक मिस्टर वू इस मामले को स्मूथली हैंडल कर लेंगे बाकी सब छोटी बातें हैं, उन्हें आसानी से सॉल्व किया जा सकता है।
उसके बाद वूचन शावड़े के रूम की तरफ चला गया। रास्ते में उसने अपने फादर इन लॉ को फोन लगाया। अंकल, मुझे कल पिंगशाओ जाना है। अगर कन्वीनियंट हो तो क्या आप मेरी मुलाकात लीमा के अंडर काम करने वाले किसी पुराने दोस्त या किसी हाई रैंकिंग लीडर से करवा सकते हैं? ओल्ड ने बिना सोचे जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। वैसे लिटिल वू, इस बार तुम क्या करने वाले हो? वूचा ने बिना हिचकिचाए कहा, जब डिंगलोंग ने खेल शुरू ही कर दिया है तो मैं भी उसके साथ आखिर तक खेलूंगा। ओल्डी जोर से हंस पड़ा। ठीक है, मैं और कुछ नहीं पूछूंगा, जो करना है खुलकर करो, बिल्कुल भी हाथ मत रोकना। इस बार वूचन पूरी तरह सीरियस था। वो बैठ गया और शावड़े को गले लगाते हुए बोला, शावड़े, कल तुम पूरी क्रू को शंघाई वापस ले जाना और शावी के लिए फिजिकल ट्रेनिंग और एक्सीडेंट एटिकेट की ट्रेनिंग अरेंज करना। शावड़े हैरानी से बोली, ब्रदर वो आप उसके लिए क्या प्लान कर रहे हो? वूचन मुस्कुरा कर बोला, अगर बीच में कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम नहीं आई तो जब मैं शंघाई वापस आ जाऊंगा तब सब मिलकर एक नई मूवी शूट करेंगे। ये सुनकर शावड़े बहुत खुश हो गए। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगी। फिर दोनों और भी करीब आ गए। वूचन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, तुम्हारा काम भी आसान नहीं है। एक अच्छी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मैं बॉस माओ को भी शंघाई वापस ले जाऊंगा। अगर सिक्योरिटी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आए तो सीधा बॉस गु को कांटेक्ट करना। शावड़े ने प्यार से जवाब दिया, ठीक है। सीन अगले दिन पिंगशाओ के ऑफिस में शिफ्ट होता है। वूचन ने कहा, सेक्रेटरी जाएंगे, ये चाय अंकल ली ने भेजी है। उन्होंने कहा था कि आप इसे टेस्ट करके बताएंगे कि ये टॉप क्वालिटी टी है या नहीं। ओल्ड जैंग हंस पड़े और बोले, ओल्डी और मैं तो लगभग एक ही फैमिली जैसा है। सीधे बात बताओ लिटिल, वो क्या काम है? ये आदमी पिंगशाओ का एक बहुत ही हाई रैंकिंग लीडर था। सेक्रेटरी जैंग से मिलते ही वूचन सीधा मुद्दे पर आ गया। सेक्रेटरी जैंग, मुझे पता चला है कि इस साइड वाला कोस्टल ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट जल्दी सेल के लिए लॉन्च होने वाला है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को तुरंत रोक दिया जाए क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत बड़ी चिंता है। अगर इसे नहीं रोका गया तो आगे चलकर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ओल्ड जैंग थोड़ा हैरान होकर बोले, हैं, आखिर बात क्या है? तब वूचन ने उनके पास झुककर धीरे से उनके कान में कुछ बोला और जो बात उसने बताई उसे तो ऑथर ने भी रिवील नहीं किया। लेकिन बात सुनते ओल्ड जैंग का चेहरा बदल गया। वो हैरानी से बोला, इस प्रोजेक्ट के पीछे इतना बड़ा राज छुपा हुआ है? वूचन मुस्कुरा कर बोला, अभी प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, इसलिए बायर्स के साथ फ्रॉड होने या बाद में प्रोजेक्ट घोस्ट टाउन बनने जैसी सिचुएशन अभी तक पैदा नहीं हुई। मैं इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करूंगा, उसे पूरी तरह गिराकर दोबारा डेवलप करूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। उम्मीद करता हूँ सेक्रेटरी जैंग उसे मना नहीं करेंगे। ओल्ड जैंग मुस्कुरा कर बोले, लिटिल वो सीधा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? वूचन ने अदब से उनके लिए चाय डाली और बोला, मैं चाहता हूँ कि सेक्रेटरी जैंग पूरे देश के सामने इस डेवलपर का असली और घटिया चेहरा एक्सपोज करे। ये सुनते ओल्ड जैंग जोर से हंस पड़ा। मुझे लगा कोई बहुत बड़ी डिमांड होगी। लिटिल वो जैसा चाहता है बिल्कुल वैसा ही होगा। कुछ ही देर बाद डिंगलोंग अपने ऑफिस में था और फोन पर अपने आदमियों की रिपोर्ट सुन रहा था। यंग मास्टर, पिंगशाओ वाले कोस्टल ग्रीन एरिया सिटी प्रोजेक्ट को सील कर दिया गया है। बहुत सारे एक्सकावेटर सामने वाले माउंटेन पार्क में ले जाए गए हैं और बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आ गए हैं। ये सुनते ही डिंगलोंग चिढ़ गया, किस बात का एक्सप्लेनेशन? तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। तब उसके आदमी ने एक फोटो भेज दी। यंग मास्टर, एक बार ये देख लीजिए। फोटो देखकर डिंगलोंग उलझन में पड़ गया। ये लोग इतने बड़े स्केल पर खुदाई क्यों कर रहे हैं? क्या सोना या हीरा ढूंढ रहे हैं? उसका आदमी बोला, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर डिंगलोंग और भी गुस्से में आ गया। तुम लोग कितने निकम्मे में हो। ठीक है, मैं खुद देख लेता हूँ। उधर वूचन की साइड पर माओ रूटेंग ने उसके ऑर्डर के मुताबिक सारी मैन पावर इकट्ठा कर ली थी। ओल्ड माओ बोला, मिस्टर वो, पिंगशाओ के सारे एक्सकावेटर्स यहाँ बुला लिए गए हैं। पूरा पहाड़ खोदने में लगभग 3 घंटे लगेंगे। वूचन ने शांत होकर जवाब दिया, टाइम के हिसाब से ये काफी फास्ट है। वैसे भी बहुत सारे रिपोर्टर्स आ चुके हैं। तब एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस्टर वो, आखिर आप लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? वूचन मुस्कुरा कर बोला, थोड़ी देर में सबको जवाब मिल जाएगा, आराम से इंतजार कीजिए, अभी बहुत वक्त है। लगभग 10 मिनट बाद एक्सकेवेटर्स लगातार खुदाई करते रहे। अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया, मिस्टर वो, यहाँ कुछ मिला है। फिर दूसरी तरफ से भी आवाज आई, इधर भी मिला है। जल्दी सारे एक्सकेवेटर्स एक ही जगह पर रुक गए, हमें भी कुछ मिला है। रिपोर्टर्स दौड़ते हुए वहाँ पहुंच गए और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। हर तरफ इंसानी हड्डियां ही हड्डियां दबी हुई थी। तब वूचन ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही, कोस्टल सिटी ग्रीन गार्डन एक हॉन्टेड माउंटेन है और यहाँ की पूरी कॉलोनी एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनाई गई है। ये सुनते ही रिपोर्टर्स का गुस्सा फूट पड़ा। कब्रों के ऊपर लग्जरी अपार्टमेंट्स बना दिए हैं। कितनी घटिया हरकत है ये। आखिर कोई इंसान इतना बेशरम कैसे हो सकता है? ऐसे इमोरल डेवलपर को सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमें इस जुर्म को पूरे देश के सामने एक्सपोज करना होगा। सब रिपोर्टर्स तुरंत फोटोज और वीडियोस लेने लगे ताकि सारे सबूत जमा किए जा सके। सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही हर न्यूज चैनल और मीडिया हाउस ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी। बेईमान डेवलपर, लोगों के पैसे वापस करो, लोगों की कब्रों पर बनाई गई रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। उधर ये खबर देखते ही डिंगलोंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। साला, मुझे कोई बताएगा ये हॉन्टेड माउंटेन अचानक कहां से आ गया? जल्दी जो होम ओनर्स है उनके पैसे तुरंत वापस करो।
अपने बॉस को इतने गुस्से में देखकर उसका आदमी डर के मारे कांपने लगा। डिंगलोंग ने फिर कहा, चाहे पब्लिक रिलेशंस पर कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, सबको ये समझा दो कि हम भी विक्टिम्स हैं। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, हमें भी धोखा दिया गया है, कहना कि हम बिल्कुल बेकसूर हैं। कुछ देर बाद सेक्रेटरी जैंग ने वूचन की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर वू, काम तुम बहुत तेज, एफिशिएंट और डिसाइसिव तरीके से करते हो और जब भी जरूरत पड़ती है बिल्कुल भी रहम नहीं खाते। वूचन मुस्कुराकर बोला, सेक्रेटरी जैंग, आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अगर इस प्रॉब्लम को शुरू में ही खत्म ना किया जाता तो फ्यूचर में इसका नुकसान सोच से भी बाहर होता। ओल्ड जैंग ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल मिस्टर वू सही कह रहे हैं। मैं इतने सालों से पिंगशाओ में हूँ, लेकिन मैंने कभी हॉन्टेड माउंटेन के बारे में नहीं सुना। वूचन हल्का सा हंस पड़ा और बोला, ये कहानी चिंग डायनेस्टी के आखिरी दिनों की है। उस वक्त एक प्रिंस और चिंग डायनेस्टी के सिपाहियों के बीच इसी पहाड़ पर एक भयानक युद्ध हुआ। दोनों तरफ के सारे लोग वही मर गए। हजारों नहीं बल्कि 10,000 लोगों की इसी जगह दफन किया गया था। उस दिन के बाद जब भी आसमान बादलों से भर जाता है या तेज बारिश होती है तो लोग कहते हैं कि इस पहाड़ से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। डर के मारे धीरे धीरे सब लोग इस जगह को छोड़कर चले गए। पिछले 100 सालों से ये जगह लगभग सुनसानी पड़ी है। बाद में बहुत से लोग डोंगाई में जाकर बस गए और ये कहानी मेरी होम टाउन में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लेकिन वूचन ने मनी मन सोचा, सच कहूँ तो अपने पिछले हजारों साल की रीइंकार्नेशंस में मुझे लाशें दफन करने और छुपाने का अजीब सा शौक लग गया था। टाइम पास के लिए मैं अलग अलग जगहों पर लाशें दफन करता रहता था, यहाँ तक कि पड़ोसी प्रोविंस तक खोद डाले थे। तभी मुझे पिंगशाओ के हॉन्टेड माउंटेन के नीचे दफन हजारों लाशों के बारे में पता चला। ओल्ड जैंग सोचते हुए बोले, अच्छा तो बात कुछ ऐसी है, लेकिन मिस्टर वू, तुम उस जमीन को डेवलप कैसे करने वाले हो? ये काम बिल्कुल आसान नहीं होगा। वूचन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, सबसे पहले पार्क को गिरा दिया जाएगा। पहाड़ पर एक मंदिर बनेगा ताकि वहाँ भटकती हजारों आत्माओं की पूजा और शांति के लिए प्रार्थना किए जा सके। उसके बाद वहाँ के सारे घर गिरा दिए जाएंगे और उस जगह पर एक बड़ा फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन बेस बनाया जाएगा। यहाँ शूट होने वाली फिल्में धीरे धीरे इस प्रोडक्शन बेस का नाम पूरे देश में बना देंगी। इसी वक्त सीन लुई फैमिली की तरफ शिफ्ट होता है। कैपिटल में लुई फैमिली के सेकंड यंग मास्टर और उनकी वाइफ बात कर रहे थे। सेकंड यंग मास्टर बोला, अच्छा हुआ थर्ड यंग मिस्ट्रेस ने हमें पहले ही अंदर की खबर दे दी थी। हमें तुरंत डिंग फैमिली से दूरी बना लेनी चाहिए, वरना हम भी मुसीबत में फंस जाएंगे। उसके पास बैठी सेकंड यंग मिस्ट्रेस बोली, अगर थर्ड यंग मिस्ट्रेस फैमिली में ना होती तो हमारा कोई भी काम ठीक से नहीं होता। चिंगी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सेकंड यंग मिस्ट्रेस, आखिर हम एक ही फैमिली हैं। लेकिन ऊपर से सब शांत दिखने के बावजूद अंदर ही अंदर उनके रिश्ते पहले ही टूट चुके थे। सेकंड यंग मिस्ट्रेस ने मनी मन सोचा, देखते तुम और कितनी देर तक टिक पाती हो, अभी इंतजार करो, जल्दी सब पता चल जाएगा। चिंगी उनके पास से गुजरी और उन दोनों को एक तीखी नजर से देखा। मनी मन उसने सोचा, लुई फैमिली की प्रॉब्लम ही कम नहीं थी, ऊपर से अब मैं भी इन दोनों फैमिलीज की आंखों का कांटा बन गई हूँ। लगता है मैं खुद ही मुसीबत को बुला रही हूँ। वूचन, शायद इस वक्त हमारे बीच का कनेक्शन टूट नहीं सकता। सीन फिर वूचन की तरफ लौट आता है। वो ओल्ड जैंग के साथ खुशी खुशी बातें कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, ट्रांसफर का काम बहुत स्मूथली हो गया, जब टाइम मिले तब मिलते, आगे चलकर साथ में कॉपरेट भी करना है। मैसेज पढ़कर वूचन मुस्कुरा दिया, लगता है एक और इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। इस वक्त वूचन आराम से बैठा हुआ फ्रेश ऑरेंज जूस पी रहा था, साथ ही फोन पर किसी से मैसेज भी कर रहा था। उसने मैसेज भेजा, एग्जैक्ट टाइम। उधर से रिप्लाई आया, 8 बजे बीजिंग एयरपोर्ट के पास वाले कैफे से मुझे पिक कर लेना। 2 दिन बाद वूचन काफी पहले ही वहाँ पहुंचकर इंतजार कर रहा था। वो इधर उधर देखते हुए सोचा, क्या बात है, अभी तक क्यों नहीं आई? तब सामने वाले का एक और मैसेज आया, जो आदमी तुम्हारे सामने चल रहा है उसके पीछे आ जाओ। वूचन ने सिर उठाकर देखा और तुरंत हैरान रह गया, अरे ये आंटी ही वो है। सामने वाली औरत ने आंखों से इशारा किया, कार में बैठो। वूचन चुपचाप उसके पीछे चल दिया, लेकिन चलते चलते उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों बीजिंग के एक हाई एंड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए। रूम के अंदर आते ही वो आंटी बोली, अंदर आ वूचन। वूचन जैसे किसी ट्रांस में हो, वो चुपचाप अंदर चला गया। फिर उसने ध्यान से उस औरत को देखा और तब उसे समझ आ गया, ये और कोई नहीं बल्कि लुई फैमिली की थर्ड यंग मिस्ट्रेस चिंगी है। चिंगी बोली, पिंगशाओ वाले इंसिडेंट के बाद सेकंड यंग मास्टर और उसके लोग मुझ पर बहुत नजर रखे हुए हैं, इसलिए मुझे तुमसे इस डिस्गाइज में मिलना पड़ा। मिस्टर वू, उम्मीद है तुम मेरी इस कंजर्वेटिव ड्रेसिंग को गलत नहीं समझोगे। चिंगी ने देखा कि वूचन अभी भी वही खड़ा हैरान सा देख रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, अभी तक बैठे क्यों नहीं? फिर उसने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, तुम और डिंगलोंग के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन लुई और डिंग फैमिली दोनों ने कर ली है। उन दोनों फैमिलीज की नजर में मिस्टर वू जो कुछ भी कर रहे हैं वो बस औरतों के लिए बचकाना कंपटीशन लगता है। जैसे तुमने रिसेंटली डिंगलोंग का प्रोजेक्ट बर्बाद किया, उनके हिसाब से वो तो समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। डिंगलोंग चाहे जितने भी प्रोजेक्ट्स बर्बाद कर दे, क्योंकि डिंग फैमिली के एल्डर उससे भी कई गुना बड़े नेशनल लेवल प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। तुम्हें पता है हमारी ली फैमिली की सबसे बड़ी ताकत हाई लेवल पॉलिसी रिसोर्सेस है। इसी वजह से डिंग फैमिली ने हमें डोंग फैमिली और मा फैमिली को साथ लेकर मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज में मर्ज और एक्विजिशन वाले प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया है। सोचो, अगर फ्यूचर के सोलर एनर्जी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स और नेशनल स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो जाए तो उनसे कितना बड़ा फायदा हो सकता है।
वूचैन ने बात काटकर पूछा, लगता है मिस ली को इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है। चिंगी ने उदास चेहरे के साथ सिर हिला दिया। हाँ, ली फैमिली की तरफ से इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज मेरा हस्बैंड है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट की एक प्रिंसेस के बहुत ही करीब हो गया है। मतलब जरूरत से भी ज्यादा करीब। दोनों की काफी प्राइवेट फोटोज भी है, जिन्हें देखकर उनके बीच के रिश्ते को लेकर गलत मतलब भी निकाला जा सकता है और ये सब हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वूचैन हंस पड़ा। इस सब के पीछे कौन है ये गेस करने की भी जरूरत नहीं, ये काम जरूर बाकी 3 बड़ी फैमिलियों में से किसी ने किया है। ये सुनते ही चिंगी ने भाई सिकुड़ कर कहा, ये सब डिंग फैमिली के डिंगलोंग ने किया है। उसने ये कहकर कि मेरा हस्बैंड मिडिल ईस्ट में सिर्फ ऐश कर रहा था, ली फैमिली का प्रोजेक्ट शेयर 30% से घटाकर सिर्फ 10% करवा दिया। जल्दी जल्दी में उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी लुई कंपनी के सेकंड यंग मास्टर और प्रोजेक्ट के इंचार्ज के पद से हटाने की डिमांड कर दी। वूचैन बोला, सच में? तो मिस लुई चाहती है कि मैं यंग मास्टर की वो फोटोज वापस लाऊं? चिंगी ने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे अपने हस्बैंड की कैपेबिलिटी अच्छी तरह से पता है। अगर वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो डिंगलोंग का सामना कैसे करेंगे? उसने अपनी 2 उंगलियां उठाते हुए कहा, पहला, मेरी मदद करके वो फोटोज वापस लाओ। दूसरा, मिस्टर वो मेरे साथ कोऑपरेट करे और कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे प्रोजेक्ट में लुई फैमिली का असली 30% प्रॉफिट हमें वापस मिल सके। वूचैन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। लेकिन मिस लुई, क्या हम पहले से ही कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? मेरे कंडीशंस भी तो सुन लेना चाहिए। चिंगी हल्की सी मुस्कुराई, जरूर मिस्टर वो, बताइए। वूचैन ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, यूजा की प्राइम टाइम एडवर्टीजमेंट का एक स्लॉट लगभग 300 मिलियन का पड़ता है। हमारे 5 टीवी ड्रामास में बड़े सेलिब्रिटीज लीड रोल करेंगे। पूरे देश के सैटेलाइट टीवी चैनल्स उन्हें प्राइम टाइम पर टेलीकास्ट करेंगे। साथ ही पिंचाओ के नए फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन बेस को पॉलिसी सपोर्ट भी मिलेगा। ये सब सुनकर चिंगी ने आराम से लॉलीपॉप जलाई और एक कष्ट लेकर बोली, मिस्टर वो, आपकी एपेटाइट काफी बड़ी है, लेकिन लुई फैमिली के लिए ये रिक्वेस्ट पूरी करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस इतना ही। वूचैन मनी मन मुस्कुराए। डोंगवन की मौत, गवाह, सबूत, सब कुछ डिंगलोंग के खिलाफ जा रहे हैं। डिंगलोंग और डोंग फैमिली पर वार करना बहुत जरूरी है, तभी डिंगलोंग और पूरी डिंग फैमिली को नीचे गिराया जा सकता है। लेकिन अगर डोंग फैमिली को मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा फायदा मिल गया तो डोंग युआन की मौत का मामला उठाकर डिंगलोंग को घेरना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और अगर मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट स्मूथली चल पड़ा तो डिंगलोंग को डिंग फैमिली से बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगा। उसके बाद वू रैंग, ले फैमिली और गुइरुबो, इन तीनों के पास उसके खिलाफ लड़ने के लिए काफी रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। इसलिए डोंग फैमिली को मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट से बाहर करना ही होगा और उनकी जगह हमारे लोगों को लाना पड़ेगा। वूचैन मुस्कुराकर बोला, मिस लुई, मेरी आखिरी कंडीशन ये है, डोंग फैमिली को 4 ग्रेट फैमिली से हटा दिया जाए और लुई फैमिली इन्फ्लुएंस यूज करके वू फैमिली को उनकी जगह प्रोजेक्ट में लाए। ये सुनकर चिंगी हैरान रह गई, क्या तुम डोंग फैमिली को प्रोजेक्ट से निकालना चाहते हो? उसने तुरंत लॉलीपॉप बुझा दिया और बोली, ये बहुत बड़ा मामला है। डिंग और लुई फैमिली के दोनों एल्डर्स इस प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत कर रहे हैं, हम यंगर जनरेशन की इसमें कोई चलती ही नहीं। वूचैन ने एक और लॉलीपॉप निकाली और जलाते हुए बोला, डोंग फैमिली को 4 पिलर से हटाना सिर्फ मेरी कंडीशन है। मैंने ये कब कहा कि मिस लुई को भी ये सब खुद करना पड़ेगा? चिंगे ने पूछा, तो मिस्टर वू ये सब खुद हैंडल करेंगे? ये खूबसूरत चिंगी वैसे भी किसी आम औरत जैसी नहीं थी, उसका दिमाग और हिम्मत दोनों किसी मर्द से कम नहीं थे। वूचैन चालाकी से बोला, मैं बहुत कम वक्त में डोंग फैमिली को हटा भी सकता हूँ और यंग मास्टर की सीक्रेट फोटोज का मामला भी सॉल्व कर सकता हूँ। मिस लुई, आप बस इतना सोचिए कि वू फैमिली को 4 फैमिलीज के गेम में कैसा लाना है। लेकिन चिंगी भी आसान इंसान नहीं थी, वो थोड़ा उसके करीब आई और धीरे से बोली, वूचैन, पहले तो मेरे लिए जो 2 काम करने का वादा कर रहे हो वो पूरे कर दो, उसके बाद हम वू फैमिली के बारे में आराम से बात करेंगे। ये देखकर वूचैन हल्का सा पीछे हटा और मुस्कुरा कर बोला, ठीक है। फिर सीन चेंज हुआ। 1 घंटे बाद वूचैन ने तुरंत टुको को फोन लगाया। मैं वूचैन बोल रहा हूँ, क्या डोंगचन रिसेंटली चाइना या मिडिल ईस्ट से तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट 11 में बार बार आ रहा है? उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट 11 के तुरुकुई क्लब के डूइंग फैमिली क्लब में 2 खूबसूरत लड़कियों को गले लगाए एक एनर्जेटिक बुढ़ा बैठा था। ये था डोंग फैमिली की 2nd जनरेशन का ताकतवर आदमी डोंगचैंग। शराब के नशे में डोंगचैंग जोर से बोला, आज मैंने फिर 40 मिलियन की एक और वाइन ऑर्डर की है, क्या तुम्हारी मामा टुको खुद आकर मेरा साथ देगी? टुको थोड़ी दूर बैठी उसे ध्यान से देख रहे थे। उसने मनी मन सोचा, आजकल ये आदमी बार बार यहाँ आ रहा है, आखिर वूचैन इस पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है? फोन पर वूचैन बोला, टुको, मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट से जुड़े डोंगचैंग के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? टुको ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, अगर मुझे मिस्टर वू का मिशन कंप्लीट करना है तो मुझे काफी कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? वूचैन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये मिशन मुश्किल है, इसलिए काम हो जाए उसके बाद तुम जो चाहो। ये सुनते ही टुको थोड़ी एक्साइटेड हो गई, ये वादा आपने खुद किया है, डील पक्की है, अब मेरी खबर का इंतजार करो। फोन रखने के बाद टुको खुद डोंगचैंग के पास गई और मुस्कुरा कर बोली, मिस्टर डोंग, चलिए किसी प्राइवेट जगह चलते हैं, वहाँ आराम से अच्छी वाइन पियेंगे और पूरी रात एंजॉय करेंगे। डोंगचैंग उन 2 बड़े ट्विन टावर्स को देखकर उत्साहित हो गया और बोला, ठीक है चलो। फिर वो दोनों एक प्राइवेट कमरे में गए। डोंगचैंग जोश में था और जल्दी से मजा लेना चाहता था, लेकिन टुको ने उसे धीरे से पीछे धकेल दिया। कपड़े उतारने की तैयारी करते हुए टुको ने कहा, मिस्टर डैंग, सबसे पहले गर्म पानी से नहा लेता है, ठीक रहेगा ना? बुढ़ा खुशी से बोला, ठीक है, पहले नहा लेता हूँ।
जैसे ही डोंगचैंग बाथरूम में गया, टुको ने मौका देखते उसका ब्रीफकेस खोल लिया, फिर तुरंत उसका लैपटॉप ऑन करके जरूरी डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगी। वैसे कंप्यूटर स्किल्स की बात करें तो इस मामले में टुको किसी भी तरह वूचैन से कम नहीं थी। सिर्फ कुछ ही पलों में उसने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कॉपी कर लिए। सिर्फ 3 मिनट बाद डोंगचैंग बाहर आ गया। वो टुको की आकर्षक सफेद जांघों को देखकर खुद को रोक नहीं पाया। टुको ने तुरंत वाइन की बोतल निकाली और मुस्कुरा कर बोली, मिस्टर डैंग इतनी भी क्या जल्दी है, पहले थोड़ी वाइन एंजॉय करते हैं। बुढ़ा तुरंत मान गया, ठीक है पहले पी लेते हैं। 1 घंटे बाद डोंगचैंग इतना पी चुका था कि पूरी तरह बेहोश हो गया। टुको ने तुरंत कुछ फोटोज खींचकर वूचैन को भेज दी, साथ ही मैसेज लिखा, वूचैन ये सब करने में मुझे बहुत मेहनत लगी, वैसे तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो, इन्फॉर्मेशन तभी दूंगी जब तुम खुद आओगे। वूचैन ने रिप्लाई किया, मेरा काम 2 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। वूचैन ने मनी मन सोचा, अब मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट की बिडिंग इन्फॉर्मेशन जल्दी कॉम्पिटिटर्स तक पहुंच जाएगी और डोंग फैमिली की छोटी सी प्लानिंग का फेल होना तो पक्का है। फिर सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। वूचैन अपने प्यारे घर वापस लौट आया, लेकिन उसका स्वागत किसी मुस्कान ने नहीं बल्कि ली रुबिंग के गुस्से भरे चेहरे ने किया। हो अब याद आया कि तुम्हारा भी कोई घर है, अब फुर्सत मिली वापस आने की। वूचैन को अब भी हंसते देखकर उसका सब्र टूट गया। उसने गुस्से में पूछा, हांगकांग में अलविदा कहने के बाद कितने दिन हो गए, एक बार भी फोन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। वूचैन ने देखा कि वो सच में नाराज है, तो वो धीरे से उसके पास गया और अपनी चार्मिंग स्माइल से उसे मनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन ली रुबिंग उसकी ये ट्रिक बहुत अच्छी तरह जानती थी। उसने मुंह फेरते हुए कहा, कौन हो तुम, मत समझना कि मेरा गुस्सा खत्म हो गया। वूचैन ने पहल की और ली रुबिंग को किस कर दिया। ली रुबिंग हैरान रह गई और बस इसका मजा लेने लगी। ये भूल गई कि उसे नाराज होकर डोमिनेंट पोजीशन में रहना था। कुछ देर बाद उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे पिघल गया। मनी मन वो सोचने लगी, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा, वरना ब्रदरहुड फिर से हद से ज्यादा शैतानी करेगा। फिर उसने हल्की सी आवाज में कहा, बहुत एनोइंग हो तुम, छोड़ो, मुझे और गुस्सा करने का मन ही नहीं है, इस बार माफ कर देती हूँ। वूचैन ने शावड़े का पूरा मामला समझा और बताया कि ये सब डिंगलोंग से जुड़ा हुआ था। इसी वजह से उसे पिंगशाओ में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी हैंडल करना पड़ा। ये सुनकर ली रुबिंग खुशी से उछल पड़ी, एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ये तो छोटी बात नहीं है, इसमें तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का अमाउंट होगा। तुम तो कमाल हो मेरे इतने कैपेबल बॉयफ्रेंड, मैं वैसे भी बहुत जनरस हूँ, इसलिए शायद तुम्हारी गलती याद भी न रखो। ये सुनकर वूचैन जोर से हंस पड़ा। उसने दोनों हाथ पीछे बांधे और बोला, बस इतनी आसानी से मुझे माफ कर दिया, मुझे लगा था तुम सुबह से रात तक मुझसे नाराज रहोगी, इसलिए मैं कुछ और भी लेकर आया हूँ। ली रुबिंग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, अब क्या है। वूचैन ने पीछे से ताजे गुलाबों का एक बुके निकाला, उसे उसके हाथों में देते हुए प्यार से बोला, मेरी सबसे प्यारी मिसली, जो 1 महीना और 6 दिन में तुमसे दूर रहा, हर रात सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। शायद पहली बार वूचैन ने उसे फूल दिए थे और इतनी मीठी बातें की थी। ली रुबिंग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो मुस्कुरा कर बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे फूल दोगे। लेकिन अगले पल उसे कुछ अजीब लगा। उसने शक भरी नजरों से पूछा, 1 मिनट, ये तुम्हारा स्टाइल तो बिल्कुल नहीं है, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे है, या फिर से मुझे बेवकूफ बनाने का प्लान है। वूचैन हंस पड़ा। उसने ली रुबिंग को गले लगाया और बोला, तुम सच में मेरी ली रुबिंग हो, इतनी स्मार्ट, इसीलिए मुझे तुम सच में पसंद हो। ली रुबिंग उसकी मीठी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे पाई। उसके बाद वूचैन ने मिडिल ईस्ट के 4 ग्रेट फैमिलीज वाले मेगा प्रोजेक्ट की पूरी कहानी उसे बता दी। ली रुबिंग ने पूछा, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, अब आगे क्या करना है। वूचैन ने अपना अगला प्लान बताया, मुझे डिंगलोंग के पास मौजूद 3rd यंग मास्टर और मिडिल ईस्टर्न प्रिंसेस वाली फोटोज डिलीट करनी है, लेकिन उसके एरिया में जाकर काम करना आसान नहीं होगा, इसलिए हमें उसे ईस्ट चाइना तक खींचकर लाना पड़ेगा। ली रुबिंग, मुझे तुम्हारे फिर से एक्टिंग में हेल्प चाहिए। उसने पूरा स्क्रिप्ट समझाया, सबसे पहले मैं ईस्ट चाइना घूमने जाऊंगा, उसके बाद किसी रैंडम लड़की के साथ होटल का रूम लूंगा, शराब भी पीऊंगा, फिर तुम मुझे रंगे हाथ पकड़ लोगी, उस लड़की को भी रूम में देख लोगी। पहले मेरी जितनी गर्लफ्रेंड थी उनका स्टेटस और बैकग्राउंड बहुत बड़ा था, इसलिए तुमने कभी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन इस बार तुम्हें लगेगा कि मैं अपनी असली फितरत दिखा रहा हूँ। एक छोटे शहर का लड़का होने की वजह से मेरी सोच घटिया है, फिर हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा होगा। जब ये खबर डिंगलोंग तक पहुंच जाएगी, वो तुरंत ईस्ट चाइना भागकर आ जाएगा, उसे लगेगा कि ये उसके लिए परफेक्ट चांस है। वो तुम्हें तसल्ली देने और अपना प्यार दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। ये सब सिर्फ एक्टिंग होने के बाद भी ली रुबिंग के चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी। वो ठंडे लहजे में बोली, हमारे ब्रेकअप वाले दिन भी उसकी बारी कभी नहीं आएगी, मैं तो उसकी तरफ दूसरी बार देखना भी पसंद नहीं करूंगी। वूचैन बोला, मेरी जान, तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन डिंगलोंग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। उसे लगता है जैसे मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा तुम उसके पास चली जाओगी, इसलिए ली रुबिंग उसके चाव में जरा भी मत आना। जितना तुम उसे इग्नोर करोगी उतना ही वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा, और मुझे उन फोटोज को डिलीट करने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ये कहकर वूचैन ने प्यार से ली रुबिंग को गले लगा लिया, लेकिन ली रुबिंग मुंह फुलाकर बोली, लगता है मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, लेकिन काम खत्म होने के बाद तुम्हें मेरी इतनी अच्छी तरह केयर करनी पड़ेगी कि मेरी सारी नाराजगी दूर हो जाए। वूचैन मुस्कुरा कर बोला, पक्का, मैं सब कंपनसेट कर दूंगा, 1 महीने से ज्यादा हो गया तुमसे मिले हुए, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। अगले दिन डिंगलोंग के साइड उसके आदमियों ने जो वूचैन और ली रुबिंग का पीछा कर रहे थे आकर रिपोर्ट दी, यंग मास्टर, वूचैन और ली रुबिंग का ब्रेकअप हो गया।
ये सुनते ही डिंगलोंग ने जोर से टेबल पर मुक्का मारा। क्या सच में? हा 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 हा, मेरा वक्त आ गया। मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। लिरुबिंग, तुम आखिरकार मेरी ही बनोगी। मैं तुरंत डोंगाई जाकर तुम्हें डिंग फैमिली की बहू बनाकर लाऊंगा। सिर्फ आधे दिन बाद ही डिंगलोंग फूल और फलों की गिफ्ट लेकर लिरुबिंग के पीछे पहुंच गया। ये सब देखकर वूचान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। डिंगलोंग, तुम तो हिस्ट्री के सबसे बड़े सिंप निकले। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। ये देखते ही वूचान ने अपने बेसिक हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया और पूरे सिटी के होटल सिस्टम्स में घुस गया। उसने मनी मन सोचा, डिंगलोंग, जब लिरुबिंग तुम्हें रिजेक्ट करेगी तो तुम जरूर किसी होटल में जाकर रुकोगे। चलो देखते हैं इस बार तुम किस होटल में जाके रुकते हो। कुछ ही देर बाद वूचान की नजर एक लोकेशन पर टिक गई। मिल गया। सीन अगले दिन सुबह का। काले कपड़े पहने वूचान होटल लॉबी में चुपचाप मौके का इंतजार कर रहा था। वो मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता था जब कोई इतना बड़ा सिंप हो तो रिजेक्ट होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा। चलो अब मजा बहुत हो गया, काम शुरू करते हैं। तभी होटल का अलार्म बज उठा। एक एम्प्लॉय भागते हुए आया। सर, सेप्टिक टैंक ब्लॉक हो गया है। गंदा पानी इलेक्ट्रिकल रूम की तरफ जा रहा है। मैनेजर ने तुरंत ऑर्डर दिया, सबसे पहले मेन पावर स्विच बंद करो, सारी इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दो। कुछ देर बाद एम्प्लॉय वापस आया। सॉरी सर, इमरजेंसी की वजह से हमें कुछ देर के लिए पावर कट करनी पड़ेगी। हम जितनी जल्दी हो सके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उधर डिंगलोंग हैरान था, ये क्या हो रहा है? मैं जब भी होटल आता हूँ मेरे साथ ही बुरा लक क्यों आता है? जब रूम बिल्कुल खाली हो गया तब वूचान चुपके से अंदर घुसा और डिंगलोंग का कंप्यूटर हैक कर दिया। मनी मन बोला, डिंगलोंग, इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। तुम्हें लगता है तुम्हारी फाइल्स बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन तुम कभी बैकअप ही नहीं बनाते। रोज दूसरों के खिलाफ घटिया ट्रिक्स यूज करते रहते हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया है। जब भी तुम यंग मास्टर की फोटोज खोलोगे, ये प्रोग्राम पहले तुम्हारी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा। उसके बाद धीरे धीरे सारी फोटोज खुद ही डिलीट हो जाएंगी। काम खत्म करके वूचान खुशी खुशी होटल से बाहर निकला। पीछे वाली गली से चलते हुए वो सोचने लगा, जब फोटोज गायब होंगी तो उसका ध्यान होटल के पावर कट पर भी नहीं जाएगा, बस कंफ्यूज होकर पागल हो जाएगा। गुस्से में पागल कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा और इतना फ्रस्ट्रेट होगा कि कुछ कर भी नहीं पाएगा। आखिर में लिरुबिंग को और इरिटेट करेगा, फिर मजबूर होकर डोंगाई छोड़ देगा। वूचान अपनी कार में बैठ गया और चैन की सांस लेकर बोला, प्लान परफेक्टली कंप्लीट। तभी उसके फोन की घंटी बजी। कॉल वुरांग का था। उसने प्यारी सी आवाज में कहा, तुम बुरे आदमी, आखिरकार डोंगाई वापस आ ही गए। अब जल्दी आकर मुझे बचा लो। वूचान मुस्कुरा दिया। उसने मनी मन सोचा, लिरुबिंग तो पिछले 2 दिन से उस सिम को संभाल रही है। मुझे पहले वुरांग से मिल लेना चाहिए, साथ ही मिडिल ईस्ट वाले मेगा प्रोजेक्ट पर भी बात करनी है। ये सोचकर वूचान ने कपड़े बदले और सीधा वुरांग के घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही बोला, मिस वुरांग, मुझे बस कुछ जरूरी बातें कहनी है, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, वुरांग ने उसका मुंह बंद कर दिया। वुरांग अपने सुपर हॉट पजामे में बहुत सिडक्टिव लग रही थी और बोली, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना। 1 महीने से ज्यादा हो गया, तुम्हें पता भी है हर रात मैंने कितनी मुश्किल से गुजारी है। उसने उसका हाथ पकड़ा और बेडरूम की तरफ ले जाते हुए कहा, मैं अभी इन सभी खिलौनों का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। वूचान हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन अभी तो दिन है मिस वुरांग। वुरांग मुस्कुरा कर बोली, दिन हो या रात मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम 1 महीने की कमी पूरी कर दो। उसने उसे भागने का मौका नहीं दिया। वुरांग वूचान के ऊपर चढ़ गई और बोली, बस चुप रहो और इसे महसूस करो। कुछ देर बाद वूचान के साथ वक्त बिताने के बाद वुरांग बहुत खुश नजर आ रही थी। वो मुस्कुरा कर बोली, मेरे प्यारे हबी, तुम वैसे ही अमेजिंग हो जैसे मैंने सोचा था। तुम्हारे साथ रहकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले नहा कर आती हूँ, उसके बाद तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाली हूँ। वूचान ने शांत होकर जवाब दिया, ठीक है। लगता है इतना सब होने के बाद भी सिस्टर वुरांग में अभी भी काफी एनर्जी बाकी है। शायद कुछ और राउंड्स भी हो जाते, लेकिन क्या करे, घर पर मेरी इतनी सारी वाइफ्स भी मेरा इंतजार कर रही हैं। लगभग आधे घंटे बाद वुरांग बाहर आई और प्यार से बोली, यू नॉटी बॉय, इधर आओ। वो उसका हाथ पकड़कर एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत रूम में ले गई। वो मुस्कुरा कर बोली, 1 महीने से तुमसे नहीं मिली, हर दिन सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा याद आता था। इसलिए मैंने डिजाइनर्स को अपने आइडियाज के हिसाब से तुम्हारे लिए हर सीजन के कपड़े डिजाइन करने को कहा। देखो तुम्हें कौन सा पसंद आते हैं। रूम के अंदर कदम रखते ही वूचान हैरान रह गया। उसने धीरे धीरे पूरा रूम देखा। हर तरफ नए नए डिजाइनर आउटफिट सजे हुए थे। वूचान ने प्यार से वुरांग की कमर पकड़ी और बोला, मुझे सिस्टर वुरांग के हर डिजाइन से प्यार है और सबसे खूबसूरत डिजाइन तो खुद सिस्टर वुरांग ही है। वुरांग हल्की सी शर्मा गई और बोली, बस बस इतनी मीठी बातें मत बनाओ, जाओ कपड़े पहनकर दिखाओ। वुरांग ने आराम से एक स्टाइलिश आउटफिट पहना, फिर उसके सामने घूमते हुए कहा, कैसे लग रहा हूँ सिस्टर वुरांग। उसे देखकर वुरांग पूरी तरह से मोहित हो गई थी। उसकी आंखों में ऐसी चाहत थी जैसे वो उसे पूरी तरह निगल जाना चाहती हो। उसने जवाब दिया, अभी तुम सच में बहुत आकर्षक हो। ये बोलकर वुरांग वूचान पर झपट पड़ी। वूचान को लगा कि बात फिर से उसी डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैं पूरा दिन यही हूँ और अभी तक हमने बिजनेस की बात भी नहीं की। वुरांग ने मुंह बनाकर कहा, हमेशा बिजनेस ही याद रहता है, कितने बोरिंग हो। लेकिन फिर भी वो मान गई और उसकी बात ध्यान से सुनने लगी। वूचान ने मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट का पूरा प्लान समझा और बताया कि वो फैमिली कैसे डोंग फैमिली की जगह लेने वाली है।
ये सुनकर वूरैंग बोली, बस इतनी सी बात, लेकिन हमारी फैमिली का कोर बिजनेस फैशन है। मैं अपने आधे से ज्यादा एसेट्स डोंग फैमिली की तरह इन्वेस्ट नहीं कर सकती। वैसे भी मेरा पैसा डिंगलोंग को हराने के लिए चाहिए। वूचन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, सिस्टर वूरैंग, ये मेरा प्लान है। हमारी कंपनी लगातार हिट ड्रामास बनाएगी और तुम्हारी कंपनी उन सबकी एक्सक्लूसिव एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सर होगी। इससे कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। साथ ही तुम एक ओवरसीज बिजनेस डिवीजन भी शुरू करो। मिडिल ईस्ट मार्केट में एंट्री लेने का ये परफेक्ट मौका है। वहाँ सिर्फ ऑयल और प्रिंसेस ही नहीं होते, वहाँ बहुत बड़ा लेबर मार्केट भी है। उसके बाद सुशिनिन के साथ मिलकर एक हाई एंड ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च करो जो अलग अलग कंट्रीज के रॉयल फैमिलीज के लिए स्पेशली ज्वेलरी डिजाइन करे। मुझ पर भरोसा करो, इस बिजनेस से बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। वूचन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे कहा, इस तरह फंडिंग की प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। जब लुई फैमिली और वू फैमिली का पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और तुम डिंग, लुई और मा फैमिली को उन दोनों ब्रांड्स में इन्वेस्ट करने दोगी, तब वू फैमिली का डोंग फैमिली की जगह लेना बहुत आसान हो जाएगा। ये सुनकर वूरैंग खुशी से मुस्कुरा उठी। ओ, तो पिछले 1 महीने से तुम इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे, वाह। वूचन ने मजाक मजाक में उसे दबाया और छेड़ा, सिस्टर वूरैंग, तुम तो दिन ब दिन और शरारती होती जा रही हो। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, थोड़ी देर बाद मेरी ब्रदरली से बिजनेस मीटिंग है। तुम तब तक मेरी बनाई हुई सारी प्रिपरेशन शुरू कर दो। कुछ दिन बाद मैं फिर से तुमसे मिलने आऊंगा। लगभग आधे घंटे बाद वूचन और ब्रदरले एक साथ चाय और स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। वूचन ने बात शुरू की, ब्रदरले, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। ब्रदरले ये फॉर्मल टोन सुनकर जोर से हंस पड़े। अरे भाई, ये इतनी फॉर्मल बातें क्यों? अगर मेरी मदद से तुम्हारा काम हो सकता है तो आधी लाइन बोलने की भी जरूरत नहीं। वूचन बोला, ब्रदरले, मैं चाहता हूँ कि भाभी थोड़ा वक्त निकालकर मेरी कंपनी की शावी के साथ कोलैबोरेट करे। बस एक टीवी सीरीज में एक्टिंग करनी होगी और कुछ नए एक्टर्स को गाइड भी करना होगा। सच कहूँ तो ये रिक्वेस्ट करते हुए मुझे थोड़ी ऑकवर्ड फीलिंग हो रही है। ब्रदरले ने आराम से एक चाय का घूंट लिया और बोले, इतनी फॉर्मल बातें मत करो। तुम ऑलरेडी मेरी वाइफ को अपनी भाभी बोलते हो, तो फिर वो फैमिली हुई ना, और फैमिली एक दूसरे की हेल्प करते ही है। वूचन ने मुस्कुरा कर कहा, ब्रदरले, मैं गारंटी देता हूँ ये सीरीज भाभी की एक्टिंग करियर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके व्यूज भी बहुत बड़े होंगे, रेटिंग्स भी टॉप पर होगी और अवार्ड्स भी मिलेंगे। ब्रदरले ने हाथ हिलाकर कहा, अरे यार, कितनी बार बोलूं, अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता तो वही मेरे लिए काफी है। बाकी चीजों की मुझे परवाह नहीं, इतना फॉर्मल होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वूचन ने अदब से उनके लिए चाय डाली और बोला, ब्रदरले, फॉर्मल होने की बात नहीं है, बिजनेस में हिसाब साफ होना चाहिए। एन मैंगलान को हिजोंग मीडिया के साथ मर्ज होने में थोड़ा वक्त लगेगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ब्रदरले शाओडे की कंपनी में इन्वेस्ट करे, ताकि उसकी वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच सके, डोमेस्टिक और ओवरसीज दोनों जगह रिलीज हो सके। ब्रदरले ने पूछा, क्या ये वही लड़की है जो पिछली बार मेरे घर आई थी? फिर वो हंसकर बोले, मैं तो पहले से ही शाओडे को फॉलो करता हूँ, उसका कंटेंट काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने नहीं मुझे उसके बारे में बताया था, मैं काफी टाइम से उस पर नजर रखे हुए हूँ। तुम तो मुझे सीधा फ्री में पैसा कमाने का मौका दे रहे हो, बिल्कुल टेंशन मत लो, बस हाँ बोल दो, मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। उसके बाद वूचन ने ब्रदरले को मिडिल ईस्ट के मेगा प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स बताई। ब्रदरले ने गहरी सांस लेकर कहा, तो डिंगलोंग को हराने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट इतनी बढ़ गई है। अब समझ आए तुम इतने टेंशन में क्यों थे? भाई, अगर आगे भी किसी चीज में जरूरत पड़े बिल्कुल मत झिझकना, सीधे मुझे बता देना। वूचन ने जवाब दिया, अभी के लिए और कुछ नहीं, बस भाभी का शेड्यूल मुझे बता देना। ब्रदरले मुस्कुरा कर बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं, चीयर्स। फिर सीन चेंज हुआ। आधे दिन बाद मोड़ू में शाओडे और शावी अपने रोल्स की रिहर्सल कर रही थी। दोनों पूरी मेहनत के साथ प्रैक्टिस में लगी हुई थी। कुछ देर बाद शाओडे बोली, शावी, आज के लिए रिहर्सल से ही खत्म करते हैं, चलो पैकअप की तैयारी करते हैं। तभी शाओडे का फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव की। हेलो ब्रदर को, क्या हुआ? दूसरी तरफ से गुई रोबो की आवाज आई, मिस शाओडे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट अचानक ऑफिस आ गया है, फोन पर समझाना मुश्किल है, जल्दी से शावी को लेकर ऑफिस आ जाओ। शाओडे ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है ब्रदर गु। कुछ ही देर बाद दोनों ऑफिस पहुंच गए। गुई रोबो ने उनका इंट्रोडक्शन करवाया। मिस शाओडे, ये प्रेसिडेंट लिन है। प्रेसिडेंट लिन, आप अपना प्रपोजल सीधा मिस शाओडे को बताइए। प्रेसिडेंट लिन मुस्कुरा कर बोला, हेलो लेडीज, मैं पहले कोल बिजनेस में था, मेरे पास काफी एसेट्स है। रिसेंटली मैं मिस शाओ की ब्यूटी और टैलेंट पर काफी ध्यान दे रहा था, इसलिए मेरे पास एक प्रपोजल है। मैं 2 बिलियन देने को तैयार हूँ, बस मिस शाओ का मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। आज से मैं उनका करियर मैनेजर और रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा। उम्मीद है मिस शाओ मना नहीं करेगी। ये सुनकर शाओडे धीरे से फुसफुसाई, ब्रदर को, क्या ये वही बड़ा सरप्राइज था जिसके बारे में आप कह रहे थे? उधर शावी के चेहरे पर प्रेशर और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। प्रेसिडेंट ली ने फिर कहा, मिस शाओ, तुम्हारी रिसेंट शॉर्ट फिल्म काफी पॉपुलर हुई है, लेकिन सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद एक एपिसोड का प्रॉफिट 10 मिलियन से ज्यादा नहीं होता। अगर 2 बिलियन कमाना है तो बेस्ट सिचुएशन में भी 3 से 5 साल लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता तुम्हें इतना सोचना चाहिए। मिस शाओ तुम्हारी एजेंसी की सिर्फ एक आर्टिस्ट है, लेकिन मेरे पास आकर वो नंबर 1 आर्टिस्ट बनेगी। मेरे सारे रिसोर्सेज सिर्फ उन पर इन्वेस्ट होंगे। मुझ पर भरोसा करो, उनका फ्यूचर और भी ब्राइट होगा। तभी गुइरूबो बोला, प्रेसिडेंट लिन, माफ कीजिए, मुझे पहले मिस शाओडे से 2 मिनट बात करनी है। प्रेसिडेंट लिन मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल, जल्दी वापस आइए। ऑफिस के बाहर आते ही शाओडे बोली, ब्रदर गु, हमें पहले मिस्टर वू से पूछना चाहिए। गुइरूबो ने सिर हिलाकर कहा, मिस शाओडे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है।
शावी को कंपनी ज्वाइन किए सिर्फ 1 महीना हुआ है, हमारे साथ उनका कोई इतना गहरा कनेक्शन भी नहीं बना। अगर हम उनका कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर कर देते हैं तो सीधा 1.9 बिलियन मिल जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर वू भी इस बात से एग्री करेंगे। कंपनी के पास इतना पैसा आ जाएगा, फिर हम और भी टैलेंटेड लोग ढूंढकर उनको शावी जैसा ट्रेन कर सकते हैं। शावडे मनी मन सोचने लगी, अगर मैं मिस्टर वू के लिए 1.9 बिलियन कमा लूं तो मैं उनके लिए बोझ नहीं रहूंगी। कुछ देर बाद प्रेसिडेंट ली ने पूछा, तो लेडीज क्या डील फाइनल हो गई? शावडे बोलने ही वाली थी, मुझे लगता है, लेकिन उससे पहले ही शावी ने बात काट दी। प्रेसिडेंट लीन की तरफ देखकर उसने सीधा कहा, आप जो भी बोल रहे हैं सब मेरे करियर के नाम पर है, लेकिन सब जानते हैं कि असल में आप मुझे अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन मैं वूचन की औरत हूँ और मुझे पूरा यकीन है वूचन कभी भी इस बात के लिए हाँ नहीं करेंगे। यह सुनकर शावडे और गुइरुबो दोनों एक साथ हैरान रह गए। गुइरुबो का चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीरे से बोला, क्या शावी वूचन की औरत है? ये कब हुआ? मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। शावडे भी हैरान होकर बोली, मुझे भी अब ये भी पता चला। यह सुनते ही गुइरुबो तुरंत बाहर भागा और बोला, अब अंदाजा लगाने का कोई फायदा नहीं, मुझे तुरंत वूचन को फोन करना होगा। उधर वूचन ने फोन उठाया, है क्या तुम पूछ रहे हो कि क्या शावी मेरी औरत है? वूचन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। पिछली बार जब शावी ने खुद को मेरे हवाले करने की बात की थी वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसीबत में थी। क्या उस बात को सच माना जाए? वैसे भी मेरे प्लान में उसके लिए आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर वूचन ने सीरियस आवाज में कहा, बॉस को प्रेसिडेंट लिन के प्रपोजल को फिलहाल होल्ड पर रखो, मैं कल शंघाई वापस आ रहा हूँ, उसके बाद ये मामला मैं खुद हैंडल करूंगा। शावडे के फोन कॉल सुनने के बाद वूचन ने फिलहाल शावी की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन कल उसे शंघाई जाना ही पड़ेगा। बैठा हुआ काम करते वक्त वो सोचने लगा, कोई अमीर आदमी शावी के पीछे पड़ा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। उसके दिमाग में हजारों पॉसिबिलिटीज आने लगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो बात सही लग रही थी वह ये थी, लिन शेंगजोंग के पीछे कोई ताकत है और वो है शिंग फैमिली। लगता है उनका बैकग्राउंड बिल्कुल आम नहीं है। कल शंघाई जाके इस मामले को जड़ से खत्म करना ही पड़ेगा। अगले दिन शंघाई में शावडे की कंपनी के डॉर्मेट्री में वूचन सीधा शावी के रूम में घुस गया। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने छेड़ते हुए पूछा, तो मेरी लेडी ने सब कुछ पैकिंग कर ली, लिंगजॉन से मिलने के लिए रेडी हो? वूचन की बात सुनकर शावी थोड़ी हिचकिचा गई। मैं कल रात मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। इतना बोलते उसकी आवाज भर आई, थोड़ी नाराजगी और उदासी के साथ बोली, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ देने का फैसला कर लिया था, लेकिन तुम, अगर उस दिन सब कुछ हो गया होता तो आज इतनी परेशानी ही नहीं होती। मैं बस अच्छी एक्टिंग करना चाहती हूँ और एक शांत जिंदगी जीना चाहती हूँ, क्या ये इतना मुश्किल है? यह कहकर उसने हिम्मत जोड़ते हुए अपना कोट उतार दिया और पक्के इरादे से बोली, बॉस प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपकी औरत बनना चाहती हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि ऑथर ने हमें इस हिस्से में नजारे देखने का मौका नहीं दिया। वूचन उसके पास आया, उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, शावी क्या अच्छी एक्टिंग करने के लिए जरूरी है कि तुम मेरी ही औरत बनो? चाहे तुम लिंगजोंग के साथ जाओ या उस थर्ड यंग मास्टर के साथ, क्या वो तुम्हें एक्टिंग नहीं करने देंगे? शावी ने गुस्से और शर्म के भी जवाब दिया, वो लोग चेयरमैन के सामने कुछ भी नहीं है, आप उनसे 100 गुना ज्यादा हैंडसम हैं। और जब से मैंने आपको पहली बार देखा था तब से मैं आपको एडमायर करती हूँ। पिंक में जो आपने टीवी पर किया था उसके बाद तो मैं आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगी, इसलिए अगर बात आपकी हो तो मैं तैयार हूँ। वूचन उसके एक्सप्रेशन को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। एडमायर करना अलग बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। शावी ने बिना झिझक जवाब दिया, मेरे पास एक्टिंग का टैलेंट है, बस मुझे दूसरों से 5 या 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। मैं जरूर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लूंगी। चेयरमैन समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? सबसे पहले मुझे अपनी रोजी रोटी और करियर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके बाद ही मैं प्यार के बारे में सोच सकती हूँ। वूचन ने पूछा, अच्छा अगर तुम मेरे साथ आ गई तो शावडे के काम का क्या प्लान है? शावी ने तुरंत जवाब दिया, अगर छोटा सा गोल बोलूं तो सबसे पहले मैं सुपरस्टार टाओ मैनिंग को पीछे छोड़ना चाहती हूँ। ये सुनते ही वूचन की आंखें बदल गई, वो हैरान रह गया। टाओ मैनिंग को पीछे छोड़ना सिर्फ एक छोटा सा गोल है? आखिर टाओ मैनिंग देश की सबसे बड़ी ट्रैफिक सुपरस्टार्स में से एक थी। वूचन ने दोबारा शावी को गौर से देखा, उसे लगा जैसे उसके अंदर फ्यूचर की एक बड़ी सुपरस्टार की झलक दिख रही हो। फिर उसने मनी मन सोचा, लगता है चार्मिंग लड़कियों के सामने मेरी रेजिस्टेंस वैसे ही बहुत कम है, लेकिन अभी मैं इसे कोई नई आइडेंटिटी नहीं दे सकता। कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और नई मूवी खराब कर दी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छे इंसान वाले अंदाज में ब्रदर वू ने शावी का कोट उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया और फिर बोला, शावी अगर तुम वाकई अपने सपने के लिए मेहनत करना चाहती हो तो नई मूवी रिलीज होने के बाद मैं तुमसे अपना वादा जरूर पूरा कराऊंगा। ये सुनकर शावी बहुत खुश हो गई। उसने एक्साइटमेंट में पूछा, सच में? वूचन ने उसे सिर से पैर तक देखा और बोला, क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? ठीक है, जल्दी से कपड़े पहन लो, चलो लिंगजोंग से मिलने चलते हैं। तभी शावी को एहसास हुआ कि वो अभी भी सिर्फ अपनी 2 पीस बिकनी में खड़ी बात कर रही थी। वो शर्मा गई, पर कपड़े पहनने से पहले वो भागकर वूचन के पास आई और उसे प्यार से गले लगाकर बोली, चेयरमैन अगर दूसरों के सामने अगर मुझे आपकी गर्लफ्रेंड बनकर एक्टिंग करनी है तो वो बिल्कुल रियल लगनी चाहिए। इसलिए शावी ने खुद ही वूचन की गर्दन पर एक हिकी बना दिया। वूचन ने मनी मन सोचा, ये लड़की कितनी तेज और चालाक है, अब मैं मना भी कैसे करूं? उसने भी शावी को अपनी भाव में ले लिया। कुछ देर बाद दोनों आराम से चलकर ओल्ड मैन लिन के सामने पहुंच गए।
दोनों को इतना क्लोज देखकर और उनके गले पर निशान देखते ही रूम में मौजूद हर इंसान सन रह गया। सब बिल्कुल शॉक में थे। आखिर ओल्ड मैन लिन ने चुप्पी तोड़ी। मिशाओ, क्या आप वाकई मिस्टर वू की वुमन हैं? उधर गुइरुबो का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। वो मन ही मन घबरा कर सोच रहा था, ओ नो, कल तो मैं लगभग अपनी होने वाली भाभी को ही बेचने वाला था। शांत रहे गुइरुबो, नॉर्मल बिहेव कर, शायद ब्रदर वो को कुछ पता नहीं होगा। वूचैन आराम से सोफा पर बैठ गया। उसने आवाज लगाई, शावड़े इधर आओ। उसने अपना बायां हाथ शावड़े के कंधे पर रखा और दायां हाथ शावी के कंधे पर। फिर लिनजॉन की तरफ देखकर बोला, लिनजॉन सीधी बात करता हूँ, ये कंपनी इन दोनों लड़कियों के लिए बनाई गई है। मूवी बनाना भी सिर्फ इन्हें खुश रखने के लिए है। इतनी सी बात भी तुम समझ नहीं पाए और अपने पीछे कौन खड़ा है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। वूचैन की बात सीधा निशाने पर लगी। ओल्ड मैन लिन ने हैरान होकर बोला, पीछे? किसके पीछे मिस्टर? वो आप क्या कहना चाहते हैं? वूचैन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, अनजान बनने की एक्टिंग मत करो। तुम लोग जो कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। लिनजॉन, आप निकल जाओ, दरवाजा राइट साइड पर है, तुम्हें छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। ओल्ड मैन लिन गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उसके पास चुपचाप वहां से निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। रूम में मौजूद सब लोग शॉक में वूचैन को देख रहे थे। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या मिस्टर लिन शियांग फैमिली से हैं? तभी वूचैन ने सच बताया, लिंगजोंग सिर्फ शिया फैमिली का एक मोहरा है। हम पहले भी उनके कुछ मोहरों से निपट चुके हैं, जैसे रियल एस्टेट वाले शी ब्रदर्स। अब सबकी बातें एकदम क्लियर होने लगी। शावड़े हैरानी से बोली, शी ब्रदर? मिस्टर वो मतलब शिया फैमिली बदला ले रही है? अब मामला और भी सीरियस हो चुका था। वूचैन ने समझाया, शी ब्रदर्स का बैकर पहले वाला चेयरमैन था, लेकिन उसके पीछे भी शिया फैमिली ही थी। पर शंघाई रियल एस्टेट सिर्फ शंघाई में ही काम करती थी। उनका स्केल बहुत छोटा था, उनके लिए इन्वेस्ट करने लायक नहीं था। लेकिन इस बार शिया फैमिली का असली टारगेट शावी है, क्योंकि हमारी फिल्म कंपनी उनके सबसे बड़े बिजनेस के लिए खतरा बन चुकी है। एक्चुअली हिजोंग मीडिया की रिसोर्सेज भी शिया फैमिली ही देती है। इंटरनेट पर जो पॉपुलर शो चल रहे हैं उनमें भी उनका ही पैसा लगा हुआ है। अगर लुई फैमिली पॉलिसी रिसोर्सेज की सबसे बड़ी ताकत है, तो शिया फैमिली फिल्म रिसोर्सेज की सबसे बड़ी ताकत है। टाओ मैनिंग इतने सालों से सिर्फ कमर्शियल करती रही, सिर्फ एक ही मूवी की थी, क्योंकि ब्रदरली हमेशा मस्ती में रहते थे, इसलिए वो शिया फैमिली के लिए कभी थ्रेट नहीं बनी। लेकिन अब टाओ मैनिंग और शावी एक साथ नई मूवी करने वाले हैं, और एन मैंगलैंड के इंटरफियर करने की वजह से हिजोंग मीडिया और शिया फैमिली दोनों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अब तो सीधा कई कंपनीज के बीच जंग शुरू हो गई थी। शावड़े बोली, तो वो मुझे टारगेट कर रहे हैं ताकि हमारे लिए फिल्म बनाना और मुश्किल हो जाए। सच में ये लोग हर तरीका ट्राई कर रहे हैं। शावी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, पिछली बार लुई फैमिली प्रॉब्लम बन गई थी और अब शिया फैमिली। क्या मुझे कभी चैन से जीने नहीं मिलेगा? वूचैन आराम से कुर्सी पर टिक गया और मुस्कुरा कर बोला, इसी वजह से तो मजा आता है। जो तूफान आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ, आने दो। फिर सीन चेंज हुआ। पिंगो घबराया और बोला, अब क्या करें? हॉट सर्च देख लीजिए। टॉप 10 में से 7 टॉपिक्स हमारे बारे में, और हेडलाइंस भी कितनी बकवास है। मिस्टर वो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंटरनेट वाले बहुत ही रूथलेस हैं। शावड़ी गुस्से में बोली, ये लोग कितने घटिया बातें लिख रहे हैं, शी फैमिली से भी ज्यादा बेशरम है। वूचैन ने मुस्कुराकर शावी से पूछा, डर लग रहा है? शावी ने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। वूचैन मुस्कुराए, गुड, अभी जितना बड़ा तूफान होगा बाद में उतना ही बड़ा पलटवार होगा। यही कहकर वूचैन ने अपना फोन निकाला और चिंगी को कॉल लगाया। आज इंटरनेट पर तुम्हारे छोटे भाई के बारे में बहुत बातें चल रही हैं। थर्ड यंग मिस्ट्रेस, क्या तुम आज मुझसे मिल सकती हो? उधर चिंगी लॉलीपॉप का एक कश लेते हुए बोली, तुमने जो 2 कंडीशंस प्रॉमिस की थी अभी तक उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई और फिर भी मुझसे मदद मांग रहे हो। वो आसानी से मानने वाली नहीं थी। वूचैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, किसने कहा मेरे पास नहीं है? थर्ड यंग मास्टर की सारी फोटोज आज ही इंटरनेट से गायब हो जाएंगे और डोंग फैमिली का मैटर भी लगभग सेटल हो चुका है। बस थर्ड यंग मिस्ट्रेस को थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। उसके बाद लुई ग्रुप के 30% प्रॉफिट आसानी से तुम्हारे हाथ में होंगे। ये ऑफर काफी टेम्पटिंग था। चिंगी बोली, मिस्टर वो अगर ऐसा है तो मेरे छोटे भाई का मैटर तुम्हारे हवाले। कॉल खत्म होते ही वूचैन ने पेंगी की तरफ देखा, मैं डॉक्यूमेंट्स बाद में भेज दूंगा, सब कुछ बहुत ध्यान से करना। आज हम हॉट सर्च में नंबर 7 पर है ना, कल मैं चाहता हूँ पूरी हॉट सर्च सिर्फ हमारी हो। सीधा ट्रेंड डोमिनेट करना था, पेंगी कॉन्फिडेंस के साथ बोला, ठीक है बस देखते जाइए, मैं कब से इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। अगले दिन सुबह होते ही इंटरनेट पर नई खबर फैल गई। एक नेटिजन बोला, अरे कल वाली हॉट सर्च देखी तुमने? दूसरा बोला, हाँ लेकिन आज तो पूरा मामला उल्टा हो गया। पहला बोला, और सुना, जिस आदमी का नाम आ रहा था उसने खुद सब रूमर्स डिनाई कर दिया। सच में पूरा गेम पलट चुका था। स्कूल के स्टूडेंट भी इस ड्रामा को बड़े ध्यान से फॉलो कर रहे थे। ब्लैक कपड़े वाला लड़का बोला, भाई पिछले 2 दिन से चल रहा है, ये जबरदस्त गॉसिप फॉलो कर रहा है क्या? येलो कपड़े वाला लड़का बोला, मुझे गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो विक्टिम वाली शॉर्ट ड्रामा रिलीज हुई है वो बहुत ही मस्त है। इस वक्त वूचैन के घर पे पेंगी भागते हुए एक्साइटमेंट में आया, ब्रदर वो आप तो कमाल हो, आपका प्लान परफेक्टली सक्सेसफुल हो गया। आज सबसे ज्यादा सर्च होने वाले सारे टॉपिक्स हमारे कंट्रोल में हैं। सब लोग खुशी से झूम उठे, जीत का माहौल बन गया। सिर्फ इतना ही नहीं, गुइरुबो एक चार्ट लेकर आया और बोला, सब लोग ये देखो, हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारी शॉर्ट ड्रामा की व्यूअरशिप रॉकेट की तरह बढ़ रही है।
शाउडे शौक होकर बोली, ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ आधे दिन में हमारे व्यूज पहले से 5 बिलियन ज्यादा बढ़ गए। ये सुनकर वुचेन ने अपनी दोनों लड़कियों को गले लगा लिया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जैसे मैंने कल कहा था, जब सिचुएशन रिवर्स होगी उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। मेरा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि अगले 2 दिन में हमारे व्यूज 3 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर दोनों लड़कियां हैरानी से बस उसकी तरफ देखती रह गई। उनके पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं थे। वुचेन ने शावी की तरफ देखते हुए कहा, शावी ये तो सिर्फ शुरुआत है। शावी खुशी से बोली, बॉस मैं नई मूवी में और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। वुचेन ने मुस्कुरा कर कहा, शिया फैमिली 2 बार फेल हो चुकी है। वो लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं मेहनत पर भरोसा करता हूँ। 3 बार से ज्यादा उन्हें मौका नहीं मिलेगा, उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। फिर उसने प्यार से शावड़े की तरफ देखकर कहा, ज्यादा टेंशन मत लो, अगर कुछ भी हुआ तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। शावड़े ने मीठी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी। वुचेन ने सबकी तरफ देखकर कहा, सब लोग अगले 2 दिन अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाओ। जैसे ही टाओ मैनिंग यहाँ पहुंचेगी, हमारी नई फिल्म की शूटिंग ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। मुझे अभी कुछ और काम है, मैं चलता हूँ। कुछ देर बाद वुचेन ने टुको को फोन लगाया, मैडम टुको, हेलो, क्या मैं वाकई बच नहीं सकता? क्या आप आज रात शंघाई नहीं आ सकती? टुको ने मीठी आवाज में जवाब दिया, तुमने अपॉइंटमेंट फिक्स किया था, मुझे ये आइडिया काफी पसंद आया, वही मिलते हैं। कॉल खत्म होते ही वुचेन सोचने लगा, आज डोंगचंग भी शंघाई में है, आज रात मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। आखिर डोंग फैमिली एशियन चिन की लीनिएज की जीत या हार की सबसे बड़ी की है, उन्हें दुश्मन बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। फिर सीन चेंज हुआ और वुचेन ने ओल्ड फैटी डोंगचंग से मीटिंग अरेंज कर ली। ओल्ड फैटी थोड़ा हैरान होकर बोला, आज दोपहर फोन तुमने किया था, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्यों आए? मुझे लगा मैं मैडम टुको से मिलने आ रहा हूँ। वुचेन मुस्कुरा कर बोला, टेंशन मत लीजिए, वो भी आ जाएगी, लेकिन बॉस डोंग टुको किसी और को पसंद करती है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप उन्हें परेशान मत कीजिए। ये सुनते ओल्ड फैटी नाराज होकर जोर से बोला, तुम होते कौन हो? अब मेरी पर्सनल लाइफ भी तुम ही डिसाइड करोगे। वुचेन शांत आवाज में बोला, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस इंसान को वो पसंद करती है वो मैं हूँ। अब बताइए, क्या मुझे इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए? ओल्ड फैटी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली, तुम पागल हो। तभी मैडम टुको बिल्कुल किसी परी की तरह वहाँ आ पहुंची। उसे देखते ओल्ड फैटी एक्साइटमेंट में चिल्लाया, मैडम टुको, क्या हम एक फोटो ले सकते हैं? टुको उसकी बच्चों जैसी हरकत देखकर हैरान हो गई, हाँ मिस्टर डोंग। वुचेन ने तुरंत बीच में बोल दिया, डायरेक्टर रॉन्ग, मैं और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता। एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, तब टुको ने बात संभाली, मिस्टर डोंग प्लीज गुस्सा मत होइए, अगर कोई बात है तो आराम से बैठकर बात करते हैं। टुको की बात सुनकर ओल्ड फैटी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। उसने धीरे से पूछा, तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो? वुचेन ने जेंटलमैन की तरह चेयर खींचकर टुको को बिठा दिया, फिर बोला, ये सच है कि टुको मुझे पसंद करती, लेकिन मेरे और उसके बीच ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त या फिर छोटी बहन की तरह देखता हूँ, और वैसे भी बॉस डोंग ने उस पर इतना पैसा खर्च किया कि वो सीधा मना करने में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ये सुनकर टुको के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन आ गई, बस एक बात छोड़कर, उसे दोस्त और छोटी बहन वाला हिस्सा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उधर ओल्ड फैटी का चेहरा एकदम बदल गया, वो बिल्कुल चुप हो गया। वुचेन ने बात आगे बढ़ाई, बॉस डोंग, आपकी फैमिली भी है और आप टुको के लिए डिवोर्स भी नहीं लेंगे। मेरी नजर में आप किसी अमर प्रेम की तलाश में नहीं है, आप बस एक अलग कल्चर का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। ये कहकर उसने 2 और जापानीज लड़कियों की फोटो दिखाई, फिर बोला, टुको का लुक बस आपके टाइप से मैच करता है, उसमें कोई यूनिक बात नहीं है। जापान में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, जैसे रिंका कावाशिमा या इरिचा, मैं चाहूँ तो उनसे आपकी मुलाकात भी करवा सकता हूँ। उन्हें परसू करना टुको के मुकाबले 1000 गुना आसान होगा। टुको चुपचाप बैठी ओल्ड फैटी के लिए ड्रिंक डाल रही थी, लेकिन इस वक्त ओल्ड फैटी का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वुचेन ने अपना ग्लास उठा और बोला, डायरेक्टर डोंग, हम सब बड़े लोग हैं, इतना ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है। अचानक ओल्ड फैटी खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, आज के बाद मैं टुको को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, जो कहना था कह दिया, गुड बाय। जैसे ही वो जाने लगा, वुचेन ने उसे रोक दिया, रुकिए डायरेक्टर डोंग, मैं आपसे एक और बात करनी है। ओल्ड फैटी हैरान होकर मुड़ गया, अब क्या बात करनी है? वुचेन ने बोला, हमारी कंपनी की शॉर्ट ड्रामा आजकल बहुत पॉपुलर चल रही है और टाओ मैनी के साथ मिलकर कुछ नए ड्रामास भी शुरू होने वाले हैं, उनकी शूटिंग भी जल्दी शुरू होगी, तो सोचा क्या बॉस डोंग भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? ओल्ड फैटी ने शक भरी नजर से पूछा, क्या आसमान से भी कभी मुफ्त में लड्डू गिरते हैं? वुचेन मुस्कुरा कर बोला, मैं बस बॉस डोंग से दोस्ती करना चाहता हूँ। ओल्ड फैटी ने हैरानी से कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने टुको वाली बात पर मुझे नाराज कर दिया और अब सिर्फ दोस्ती के लिए मुझे इतना पैसा कमाने का मौका दे रहे हो? वुचेन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, कैसे इंसान होते हैं जो मुश्किल वक्त में दोस्त की मदद ही नहीं करे? बॉस डोंग, आपके मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन हैक हो चुकी है, जैसे ये डाटा लीक होगा 4 मेजर फैमिलीज आपको तुरंत बाहर निकाल देंगे और उसके बाद आपको नुकसान बहुत बड़ा होगा। ओल्ड फैटी ने शक भरी नजर से पूछा, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ, लेकिन तुम इसका फायदा उठाने के बजाय मुझे पैसे कमाने का मौका देने आए हो? ये बात तो हजम नहीं हो रही, जहाँ इतना फायदा हो वहाँ कोई ना कोई हिडन मोटिव जरूर होता है।
वूचैन जोर से हंस पड़ा। ठीक है, ये सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगा। डायरेक्टर डोंग के हैक होने की स्टोरी हैकर कम्युनिटी में काफी फेमस हो चुकी है। यह कहकर उसने अपना फोन निकाला। ये कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्राम मैंने खुद डिजाइन किया है। बॉस डोंग इसे यूज करके देख सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि जिंदगी में दोबारा कभी हैक नहीं होंगे। सच में, पहले खुद किसी को हैक करो और फिर उसी को सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बेच दो। ये भी कमाल का बिजनेस मॉडल था। ओल्ड फैटी ने पूछा, तुम मेरी इंसिडेंट को यूज करके अपनी सॉफ्टवेयर की एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो? वूचैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल। एक्सीडेंट के बाद डायरेक्टर डोंग ने जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर चूज किया वो इंडस्ट्री में टॉप सीक्रेट बात बन जाएगी। मार्केट नेचुरली मेरे सॉफ्टवेयर पर ध्यान देगा और फिर वो अच्छे प्राइस पर बिकेगा। ओल्ड फैटी हंसकर बोला, मतलब जो पैसा तुम शॉर्ट ड्रामाज में इन्वेस्ट करवा रहे हो, असल में उसे अपनी एडवर्टीजमेंट खरीद रहे हो? वूचैन मुस्कुराकर बोला, आप ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं सिर्फ बॉस डोंग से दोस्ती कर रहा हूँ। ओल्ड फैटी जोर से हंस पड़ा। उसने ग्लास टकराया और बोला, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मुझे ऐसे ही लोग पसंद है। इतनी बड़ी मेहरबानी को मना करना मुश्किल है। आज से डोंग चैंग तुम्हारा दोस्त हुआ। 3 घंटे बाद डोंग चैंग के जाने के बाद रूम में सिर्फ टुको और वूचैन ही बचे थे। टुको ने मौका देखकर अपना कोट उतारा और अपने कोलोसल ट्विन टावर्स दिखाए और प्यार से कहा, तुमने उसी का डाटा चुरा लिया और फिर उसी को लेक्चर भी दे दिया। सच में तुम बहुत बड़े विलन हो। वूचैन ने सीधा पूछा, टुको क्या तुम मुझे डोंग चैंग की इन्फॉर्मेशन दे सकती हो? टुको ने थोड़ी अकड़ के साथ कहा, तुमने पहले कहा था काम खत्म होने के बाद मैं जो चाहूंगी वो करोगे। वूचैन ने शांत अंदाज में जवाब दिया, लेकिन मैंने भी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व की है। अब बॉस डोंग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ना ही शॉप में इतना पैसा उड़ाएंगे। मेरे हिसाब से हिसाब बराबर हो गया। टुको अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने उसे काटने के लिए अपना मुंह खोला और प्यार से कहा, वूचैन क्या तुम अपना प्रॉमिस तोड़ना चाहते हो? वूचैन ने उसे प्यार से अपनी भाव में लेते हुए कहा, मुझे लगा तुम्हारे लिए सही वक्त है, इंतजार करना ही बेहतर होगा। टुको को लगा कि उसके हाथ थोड़े ज्यादा ही एक्टिव हो रहे थे और उसने बड़ी ही दिलचस्पी से जवाब दिया, तुम्हें डर नहीं लगता कहीं मैं भी तुम्हारी तरह चालाक बनकर डोंग चैंग की इन्फॉर्मेशन ना दूं? वूचैन हल्का सा मुस्कुरा दिया, टुको ऐसा कभी नहीं करेगी। वैसे भी मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही है। तुम्हारे बिना भी मुझे उसे हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। पहली बार कोई उसे इतना आसानी से आउटस्मार्ट कर गया था, लेकिन टुको बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई। वो बस मुस्कुरा कर बोली, वूचैन तुम वाकई बहुत डेंजरस हो, एक ऐसे बैड बॉय जिसका चार्म इग्नोर करना मुश्किल है। वूचैन बिना कुछ और किए रूम से बाहर निकल गया। जाते जाते हाथ हिलाकर बोला, मैं चलता हूँ, ये रूम तुम्हारा है, आराम करना, अगली बार फिल्म मिलते हैं। बाहर निकलते उसके फोन पर कॉल आया। कॉल टैंगशिंग बाओ का था। उसने धीरे से कहा, मास्टर। वूचैन ने फोन उठाया। हाँ। टैंगशिंग बाओ बोला, मेरे सेकंड अंकल की इंटरनल इंजरीज है, पूरे दिन उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। वूचैन ने जवाब दिया, अच्छा कोइंसिडेंस है, मुझे भी उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। आधे घंटे बाद वूचैन बोबा टी की एक क्रेट और ग्रिल स्क्वीकर्स लेकर पहुंच गया। हंसते हुए बोला, मैं जल्दी में निकला था, सबके लिए कोई खास गिफ्ट प्रिपेयर नहीं कर पाया। ओल्ड टैंग ने कंसर्न के साथ पूछा, शावू इतनी फॉर्मेलिटी मत करो, वैसे तुम आजकल लुई फैमिली के काफी करीब दिख रहे हो, क्या चल रहा है? कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि टोंग फैमिली और लुई फैमिली के बीच जंग होने वाली है? वूचैन बैठ गया और बोला, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल सकता हूँ? हमारी कंपनी का कॉन्फ्लिक्ट लुई फैमिली की थर्ड मिस से हुआ था और लगभग 1 महीने पहले हमने उसके साथ थोड़ा कोऑपरेशन शुरू किया। ओल्ड टैंग हैरान होकर बोला, मतलब वॉर खत्म हो गई? वूचैन ने सिर हिला दिया, नहीं, लू फैमिली की दोनों बेटियों के बीच जो सीक्रेट बैटल चल रही है वो हमारी सोच से भी ज्यादा डेंजरस है। ओल्ड टैंग ने याद करते हुए कहा, कैपिटल वाली लड़ाई के वक्त लुई फैमिली एक मजबूत किले की तरह थी, लेकिन 20 साल बाद वक्त बदल चुका और जीत का पलड़ा धीरे धीरे टोंग फैमिली की तरफ आ रहा है। वूचैन ने बोबा टी का एक घूंट लिया और बोला, सच कहूं तो लुई फैमिली की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है। फिर उसने ओल्ड टैंग को मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट की पूरी कहानी बता दी। लुई फैमिली उस प्रोजेक्ट के 30% प्रॉफिट चाहती है, लेकिन डोंग फैमिली इतना बड़ा फायदा आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। मेरी नजर में डोंग फैमिली जरूर दोनों यंग लेडीज के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट में हाथ डालेगी और लुई फैमिली को अंदर से डिवाइड कर देगी। उसके बाद ली फैमिली और टोंग फैमिली को बहुत कम रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे। सबसे अच्छा होगा अगर कमजोर थर्ड मिस चिंगी को इंचार्ज बना दिया जाए, तब उसके पास हमारे साथ कोऑपरेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और धीरे धीरे लुई फैमिली के सारे रिसोर्सेज हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। ओल्ड टैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर लुई फैमिली वाकई वही करे जो वूचैन कह रहा है तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। ठीक है वूचैन, तुम बस अपना प्लान आगे बढ़ाओ और टैंग फैमिली की जरूरत पड़े तो बिना झिझक मुझे बता देना। वूचैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर एक और काम है बॉस टैंग, मुझे एक ऐसी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी चाहिए जिसकी बिजनेस कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो मेहनती लोगों से भरी हुई हो और टनल्स, ब्रिजेस और पोर्ट बनाने का एक्सपीरियंस रखती हो। ओल्ड टैंग ने तुरंत जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब अरेंज कर दूंगा। ये सुनकर दोनों ने अपने ग्लासेस टकरा और साथ में चीयर्स किया। अगले दिन लिरुबी के विला में अभी नींद से उठी शाओशिया जामई लेते हुए नीचे आई। जैसे उसने वूचैन को देखा वो थोड़ी शर्मा गई और बोली, अरे ब्रदर वो आप कब आए? वूचैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस अभी, मैंने कॉल भी किया था लेकिन देखा तुम अभी भी सो रही थी, इसलिए जगाए नहीं, सोचा थोड़ी देर और आराम कर लो। फिर मजाक में बोला, लगता है पिछले 2 दिन इतना ड्रामा देखकर मिस शिया भी थक गई हैं।
वूचन ब्रेकफास्ट बनाते हुए पूछने लगा, वैसे डिंगलोंग आजकल डोंगाई में है, उससे तुम और बेबी शिनशिन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? शाओशिन मीठी सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं, हम दोनों बाहर घूमने गए थे, पूरी रात बहुत एंजॉय किया, हम दोनों बहुत खुश हैं। वूचन हंस पड़ा, अच्छा चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। वूचन को अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते देखकर शाओशिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरी जिंदगी में पहली बार किसी आदमी ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, यह एहसास कितना खूबसूरत है। खुशी में उसने वूचन को प्यार से गले लगाया और उसके गाल पर एक प्यारा सा किस करते हुए बोली, थैंक यू टीचर वू। इतने में एम्प्रेस ली रुबिंग वहां आ गई। दोनों को इतना क्लोज देखकर उसने हल्की सी खांसी की, फिर थोड़ा ताना मारते हुए बोली, लगता है इस बार मेरे डार्लिंग काफी ओबीडिएंट निकले। उसकी बात का मतलब बिल्कुल क्लियर था। वूचन ने प्रॉमिस किया था कि वो टाइम पर घर लौटेगा और अगर फिर चुपके से बाहर घूमता मिला तो फिर उसकी खैर नहीं। वूचन मुस्कुराकर बोला, ली रुबिंग यह हमारा प्रॉमिस था, मैं जो बोलता हूँ वो उसे जरूर निभाता हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों बालकनी में बैठकर ठंडी हवा के साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगे। ली रुबिंग बोली, आखिर डिंगलोंग चला गया, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर उसने कहा, ब्रेकफास्ट के बाद सुशीनियन से मिलने चलते हैं। वूचन भी मुस्कुराकर बोला, ली रुबिंग हम सच में कनेक्टेड है, मैं भी वही सोच रहा था। कुछ देर बाद ली रुबिंग वूचन को लेकर सुशीनियन के रूम में पहुंची। जैसे ही सुशीनियन ने वूचन को देखा, वो बिना पजामे बदले ही भागकर बाहर आ गई। खुशी से उसने कहा, अभी आखिर आप वापस आ गए। वूचन हैरान होकर बोला, है सुशीनियन अब यही शिफ्ट हो गई? ली रुबिंग मुस्कुराकर बोली, तुमने उसे पूछा भी नहीं क्यों? वूचन की लापरवाही देखकर सुशीनियन ने हल्का सा मुंह फुला लिया, फिर धीरे से बोली, मुझे लग रहा था जैसे तुमसे हजारों सालों की जुदाई हो गई हो। हर रात तुम्हारे बिना बहुत लंबी लगती थी। मैं सिर्फ तुम्हारे कपड़े पहनकर और उनकी खुशबू महसूस करके ही थोड़ा बेहतर फील करती थी। ये सुनते ही वूचन तुरंत उसके पास गया। उसने सुशीनियन को जोर से गले लगा लिया और प्यार से बोला, पगली। सुशीनियन की आंखों से आंसू निकल आए। वो धीरे से बोली, अभी मैंने आपको बहुत मिस किया, प्लीज अगली बार हमें इतने दिन तक अकेला मत छोड़ना। लगता था वूचन को भी एहसास हो गया था कि इतने दिन घर से दूर रहना सही नहीं था। उसने तुरंत कहा, ठीक है अब ऐसा नहीं होगा। तभी टियान टियान रूम से बाहर आई। उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी। वो मुंह फुलाकर बोली, अरे अरे हमारे बिग बैड वुल्फ को घर का रास्ता याद आ ही गया। पता है सुशीनियन का वेट घटकर 56 किलो रह गया है। वूचन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर बोला, 1 महीने में हमारी टियान टियान कितनी बड़ी हो गई। टियान टियान शर्मा कर बोली, ऑफ कोर्स सुशीनियन आपको इतना मिस कर रही थी कि ऑलमोस्ट टूट ही गई थी, लेकिन वो काम में भी बहुत बिजी थी, इसलिए मैंने उसका थोड़ा वर्कलोड शेयर कर लिया। वूचन ने कहा, काम की बात चली रही है तो सब लोग ये मेरा प्लान देख लो। ये सुशीनियन और वू फैमिली के बीच एक ऑपरेशन प्लान है। हम अलग अलग देशों की रॉयल फैमिलीज के लिए स्पेशल ज्वेलरी सप्लाई करेंगे। उसे सुनते ही ली रुबिंग थोड़ी नाराज हो गई। उसने पूछा, क्या वू रैंक को पैसे कमाने में हेल्प करना ही काफी नहीं था? अब तुम सुशीनियन को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हो? साफ था ली रुबिंग को सुशीनियन का उस औरत के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वूचन ने प्यार से समझाया, स्वीटहार्ट इससे सुशीनियन और जिनफू को इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री मिल जाएगी। सुशीनियन ने सीधा पूछा, अभी अगर मैं यह करूंगी तो क्या मुझे आपसे ज्यादा मिलने का मौका मिलेगा? वूचन मुस्कुराकर बोला, शायद। ये सुनते ही सुशीनियन खुश होकर बोली, ठीक है मैं मान गई। ली रुबिंग कुछ कहने वाले थे कि वूचन तुरंत उसके पास गया और उसे गले लगा लिया और प्यार से मनाते हुए बोला, मैं ये सब डिंग फैमिली को गिराने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें नाराज करने के लिए नहीं। ली रुबिंग ने थोड़ा नखरा दिखाया, फिर टॉपिक बदलते हुए बोली, लेकिन इससे टियान टियान का वर्कलोड और नहीं बढ़ेगा। अभी तो वो सुशीनियन से सीखने ही शुरू किया है। टियान टियान खुशी से सुशीनियन को गले लगाती हुए बोली, कोई बात नहीं सिस्टर ली रुबिंग, अब हम सब एक दूसरे से और ज्यादा मिल पाएंगे। मुझे तो यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। ली रुबिंग ये देखकर थोड़ी हैरान रही। उसने मन ही मन सोचा, लगता है हम वाकई एक फैमिली बन गई हैं। वूचन के साथ इतनी बड़ी फैमिली में रहने का ख्याल आते ही उसके गाल हल्की सी शर्म से लाल हो गए। और ये तो बस शुरुआत थी, अभी शाओडे और शावी भी इस फैमिली का हिस्सा बनना बाकी थी। वूचन थोड़ा पास आया और प्यार से पूछा, क्या सोच रही हो स्वीटहार्ट, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? ली रुबिंग अभी भी नए घर के बारे में सोच रही थी। वो इमेजिन कर रही थी कि आप सब सिस्टर्स एक ही फैमिली बनकर साथ रहेंगी। तभी चिंगी का फोन आ गया। वूचन ने कॉल उठाया, हेलो थर्ड मिस, कोई जरूरी बात है? दूसरी तरफ चिंगी बोली, ये बात फोन पर डिस्कस करना कन्वीनियंट नहीं है, तुम्हें एक बार मूड वापस आना पड़ेगा। वूचन अभी 1 महीने बाद घर लौटा ही था और देखते ही देखते उसे दोबारा अपनी वाइफ को छोड़कर जाना पड़ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, जब तक मामला खत्म नहीं होता मैं इसे थोड़ा और डिले कर देता हूँ। पहली बात, मुझे ये कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ बिताने हैं, और दूसरी बात, जितना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी मेरे लिए इंटरवीन करना उतना ही आसान होगा। अगले दिन थर्ड मिस चिंगी के विला में जैसे ही वूचन वहाँ पहुंचा, चिंगी ने नाराजगी से कहा, अब आने की याद आ गई, 1 हफ्ता और डिले कर देते। अगर तुम 2 दिन और लेट होते तो शायद हमें मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसके चेहरे पर टिपिकल यंग मिस वाला गुस्सा और जिद साफ दिख रही थी। वूचन बस मुस्कुरा दिया, फिर मजाक में बोला, मैंने पहले ही कहा था थर्ड मिस, एक लॉलीपॉप जला लीजिए, आराम से बैठकर बात करते हैं।
उसका शांत एटीट्यूड देखकर चिंगी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, फिर वो सीधा बिजनेस पर आ गई। मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट में मेरे हस्बैंड वाला मैटर सॉल्व होने के बाद उनकी पोजीशन पहले की तरह स्टेबल हो गई, लेकिन जो काम तुम और सिस्टर इन लॉ ने उन्हें दिया था वो लगभग रुक चुका है, और वैसे भी तुम्हें ऑस्ट्रिया का एक ट्रिप करना ही पड़ेगा। वूचैन हंसकर बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? लुई फैमिली की इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें एक आउटसाइडर को बता रही हो? चिंगी ने लॉलीपॉप बुझाते हुए कहा, सबसे पहले एक बात जान लो, मेरा बड़ा भाई यानी एल्डेस्ट यंग मास्टर, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन वो लुई फैमिली के सबसे बड़े बेटे हैं, इसलिए बाहर वाले उनकी पोजीशन को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन कुछ ही दिन पहले मेरे बड़े भाई की कंडीशन अचानक खराब हो गई और ऑस्ट्रिया वाले ऑफिस में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। सेकंड मास्टर ने फॉरेन फोर्सेस के साथ मिलकर पावर ग्रैब करना शुरू कर दिया है। कितने बेशरम है। वूचैन ने तुरंत कहा, लगता है मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट फेल होने का गुस्सा भी उसी में निकाला जा रहा है, इसलिए थर्ड मिस ने मुझे स्पेशली बुलाया है। असल में तुम मेरे पीछे खड़ी ली और वू फैमिली की स्ट्रेंथ यूज करना चाहती हो, ताकि सामने वाले को भी पता चले कि सिर्फ उसके पीछे ही फॉरेन सपोर्ट नहीं है। ये सुनते ही चिंगी चुप हो गई। उसने सिर्फ वूचैन की तरफ देखा। साफ था उसने उसकी बात बिल्कुल सही पकड़ ली थी। वूचैन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये काम करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थर्ड मिस इस बार मेरी कंडीशंस भी सुन लो। चिंगी ने मजबूरी में कहा, ठीक है बताओ, देखते हैं इस बार तुम्हारी क्या कंडीशंस हैं। वूचैन शरारती मुस्कान के साथ बोला, मेरी कंडीशन है मुझे तुम चाहिए थर्ड मिस। ये सुनते ही चिंगी नाराज होकर बोली, बेशरम। वाह गाइस, अगर स्वैग चाहिए तो वूचैन जैसा। वूचैन तुरंत हंस पड़ा, अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हम दोनों इतने क्लोज है, हर बात में इतना घुमा फिरा कर बात करने की क्या जरूरत है। और बाकी बातों की चिंता मत करो, मैं किसी का फायदा उठाने वाला इंसान नहीं हूँ। लेकिन थर्ड में जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मैं किसी भी मामले में कॉन्फिडेंस लैक नहीं करता। चिंगी ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है पहले मिशन की बात करते हैं। लैब पोर्ट और लैब सिटी को जोड़ने वाली ब्रिज प्रोजेक्ट कुछ कॉम्प्लिकेटेड रीजंस की वजह से रुक गई है। हमें उसे दोबारा शुरू करना है और टाइम पर कंप्लीट भी करना है। ये मिशन पिछली बार से भी ज्यादा मुश्किल है और इस बार का फॉरेन कंट्री में है, तो क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे? वूचैन ने पूछा, डिटेल्स में बताओ। चिंगी ने समझाया, लोकल गवर्नमेंट के लीडर्स पैसा बर्बाद कर रहे हैं और प्रोजेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। एक एथनिक ग्रुप भी इकट्ठा होकर प्रोजेक्ट में रोज ट्रबल क्रिएट कर रहा है। पोर्ट से कंस्ट्रक्शन साइट तक जाने वाली सारी रोड्स तोड़ गई है। इंजीनियर्स इतने परेशान हो चुके कि लगभग सामान बांधकर घर लौटने वाले हैं। ये सब सुनकर वूचैन के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गई। इंटरेस्टिंग, ठीक है मैं समझ गया। फिर उसने कहा, और हाँ, डोंग फैमिली को खत्म करने की प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड मिस, आप वू फैमिली को लेकर मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट के प्रमोशन प्रोसीजर हैंडल कीजिए और मेरे वापस आने का वेट कीजिए। चिंगी हैरान होकर बोले, हैं तुम्हारा वापस आने का वेट? किस बात का वेट? वूचैन खड़ा हुआ और शरारती अंदाज में हंसकर बोला, थर्ड मिस अभी तुम्हारे रिएक्शन देखने लायक है। ही 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 ही। उसकी बात सुनते ही चिंगी को वूचैन की पहली वाली कंडीशन याद आ गई। उसका हमेशा वाला ठंडा एक्सप्रेशन गायब हो गया। उसकी जगह शर्म और झिझक आ गई। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन सिर्फ अटक कर रह गई। वूचैन तुम कितने बेशरम हो। विला से बाहर निकलने के बाद वूचैन ने अपने भाई ली राउटाई को फोन लगाया। ली राउटाई आजकल कैसे हो? ली राउटाई ने बेचैनी से जवाब दिया, भाई बाहर छुपकर रहना बहुत बोरिंग है, मत पूछो। वैसे बताओ मुझे किस बात के लिए कांटेक्ट किया? वूचैन ने इंस्ट्रक्शन दिया, लाउडा और बाकी ब्रदर्स को कॉल करो, सब स्किल्ड लोगों को साथ लेकर मेरे साथ ऑस्ट्रिया चलो। ये सुनते ही ली राउटाई एक्साइटमेंट से भर गया। वो तुरंत बोला, ठीक है ब्रदर इन लॉ, ये तो कमाल की बात है। अगले दिन वूचैन, लाउडा और ली राउटाई ऑस्ट्रेलिया के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। ली राउटाई ने हैरानी से पूछा, ब्रदर इन लॉ आप हमें सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों ले आए? हम यहाँ क्या करने वाले हैं? वूचैन मुस्कुरा कर बोला, बस मेरे साथ चलो, थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा, पहले अंदर चलते हैं। कुछ देर बाद वूचैन ने एक बड़े से गोल दरवाजे पर नॉक किया। हेलो, मैं वूचैन हूँ, नया प्रोजेक्ट लीडर। क्या यहाँ के सारे लोकल वर्कर्स घर वापस चले गए हैं? दरवाजा खुला। अंदर से एक बहुत खूबसूरत सावली लड़की बाहर आई। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो मिस्टर वू, मेरा नाम ले है। जब चाइनीज इंजीनियर्स वापस चाइना चले गए तो वर्कर के पास कोई काम नहीं बचा, इसलिए सब लोग घर चले गए। वूचैन ने तुरंत कहा, अगर अभी तुम फ्री हो तो फिलहाल मेरी असिस्टेंट बन जाओ। नए इंजीनियर्स 3 दिन के अंदर एक एक करके आ जाएंगे। तब तक वर्कर्स को इन्फॉर्म कर दो कि 3 दिन बाद सब लोग वापस काम पर आ जाएं। ले खुश होकर बोली, सच? ठीक है, मैं सबको बता दूंगी। वूचैन ने आगे कहा, अब हम उस ट्राइब के पास जाएंगे जो प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तुम मेरी ट्रांसलेटर बन सकती हो। ये सुनकर ले थोड़ी हिचकिचाई और बोली, जोंग के ट्राइब से पंगा लेना आसान नहीं है। फिर सब लोग उस ट्राइब की तरफ निकल पड़े। ले अभी भी थोड़ी परेशान लग रही थी। ली राउटाई हंसकर बोला, अरे जब ब्रदर इन लॉ हमारे साथ है तो डर किस बात का? एक ट्राइब क्या 10 ट्राइब भी आ जाए, ब्रदर इन लॉ सब हैंडल कर लेंगे। 2 घंटे बाद सब लोग ट्राइब के बेस पर पहुंच गए। सबको लगा था कि यहाँ लोग बस भाले या तीर कमान लेकर घूमते रहेंगे, लेकिन असली सीन देखकर सब लोग हैरान रह गए। हर आदमी के हाथ में बड़े वाले लॉलीपॉप्स और दूसरे मॉडर्न लॉलीपॉप्स थे। ली राउटाई धीरे से बोला, ब्रदर इन लॉ ये लोग बड़े लॉलीपॉप लेकर घूम रहे हैं और इन्हें ट्राइब बोलते हैं। ये ट्राइब कुछ ज्यादा ही अजीब है। बेस के बीच में एक बूढ़ा चीफ्टन बैठा हुआ था। उसने वूचैन की बात सुनने के बाद कहा, ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए वो छोटी रोड्स दोबारा खोलनी होंगी? नहीं, उन रोड्स की वजह से हमारी 10 से भी ज्यादा ट्राइब्स के पानी का रास्ता बंद हो गया है।
अब उन्हें कई घंटे का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, आना जाना मिलकर 10 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। ली राउटाई ने मजाक करते हुए कहा, इतनी सारी वाइफ्स है, लगता है दिन भर काफी बिजी रहते होंगे। वूचैन ने उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया। ली राउटाई, थोड़ा पेशेंस रखो। फिर उसने चिफ्टन की तरफ देखकर कहा, तो असली प्रॉब्लम पानी है। अगर बस इतनी सी बात है तो हमारे इंजीनियर्स आपके लिए वेल्स खोद देंगे। हमारे इंजीनियर्स के लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है। ओल्ड चिफ्टन ने सिर हिला दिया। मैंने पहले भी उन इंजीनियर्स को कहा था, लेकिन हमारी ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करने वाला और क्वालिफाइड इंसान उन्हें मिला ही नहीं। वूचैन ने पूछा, क्वालिफाइड उसका मतलब? बुढ़े चिफ्टन ने समझा, यह जमीन हमारे देवताओं की कृपा से पवित्र है। जो भी इस जमीन पर काम करेगा उसे देवताओं का चुना हुआ बहादुर होना चाहिए। हमारी परंपरा के मुताबिक जो आदमी बिना किसी हथियार के शेर को हरा दे, सिर्फ वही देवताओं का असली योद्धा माना जाता है। ये सुनते ही ली राउटाई धीरे से बोला, ऐसा इंजीनियर तो पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये बुड्ढे ने शायद किसी हीरो की कहानी देख ली है। लाउडा भी धीरे से बोला, शेर को हरा भी दिया तो उसका कुआं खोदने से क्या लेना देना? वूचैन मुस्कुरा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट रोकने का बहाना है, मैं हैंडल कर लूंगा। यह कहकर वूचैन ने अपना क्लोक उतार दिया। उसकी मजबूत बॉडी देखकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। फिर उसने जोर से कहा, चीफ मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, जल्दी से अरेंजमेंट कीजिए। ओल्ड चिफ्टन ने मनी मन सोचा, अगर इस लड़के को मरना ही है तो उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। वूचैन ने फिर कहा, चीफ अगर देवताओं का चुना हुआ योद्धा चैलेंज पास कर ले तो क्या बीच के सारे फॉर्मेलिटी स्किप किया जा सकता है? मैं तुरंत वेल्स खुदवाना शुरू करवा दूंगा और बदले में आपको हमारे प्रोजेक्ट के रास्ते की सारी रुकावटें हटानी होंगी। ओल्ड चिफ्टन थोड़ा असहज होकर बोला, ट्रेडिशन तो ट्रेडिशन होती है, जितने अधिकार मिलते हैं उतनी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है, सोच समझकर फैसला लेना। वूचैन ने सामने खड़ी 3 लड़कियों की तरफ उंगली करते हुए कहा, अच्छा मतलब मैं उनमें से किसी को भी चूज कर सकता हूँ? तो फिर मैं उसे चूज करता हूँ। उसने सीधा मिन की तरफ इशारा कर दिया। ये देखते ओल्ड चिफ्टन की आंखें एकदम बड़ी हो गई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर दूसरे एल्डर के साथ जाकर धीरे धीरे बात करने लगा। वूचैन ने हैरानी से ले से पूछा, ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? कहीं कोई फॉर्मिडल रिचुअल या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? लेने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ऐसी बात नहीं है मिस्टर वू, आपने अभी जिस लड़की को चूज किया है वो चीफ की बेटी है। ये सुनते ही वूचैन एकदम पीछे उछल गया। लाउडा और ली राउटाई दोनों बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। ली राउटाई के दिमाग में तुरंत अजीब अजीब सीन्स चलने लगे। उसने इमेजिन किया चैलेंज खत्म होने के बाद वूचैन चीफ के बेटी से शादी कर लेता है। चीफ के बेटी वूचैन से कहती है, ओ ब्रेव चैलेंजर, मुझे एक्सेप्ट कर लो। फिर कुछ साल बाद 2 छोटे बच्चे भागते हुए उसके पास आते और बोलते हैं, हेलो अंकल टाई। ये सोचते ली राउटाई ने अपना सिर पकड़ लिया। ब्रदर इन लॉ, आपकी चॉइसेस को समझना मेरी बस की बात नहीं है। कुछ देर बाद एल्डर के साथ बात करने के बाद ओल्ड चिफ्टन वापस आया और बोला, अगर तुम मेरी बेटी को चूज करते हो तो प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमें फैमिली ट्रेडिशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। वूचैन ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? ओल्ड चिफ्टन ने समझाया, पुराने जमाने में हमारी फैमिली को चीफ इसलिए चुना गया था क्योंकि हम सबसे बेहतरीन शिकारी थे। हम पूरे ट्राइब के लिए बहुत सारा शिकार लेकर आते थे, लेकिन हजारों सालों में वो स्किल धीरे धीरे कम हो गई। इसलिए हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें एक बार में 5 पंचों को मारकर दिखाना होगा। वूचैन ने बिना सोचे जवाब दिया, समझ गया, लेकिन टाइम बचाने के लिए जंगल में शिकार करने की जरूरत नहीं। मैं कुछ दर्जन कबूतर खरीद लेता हूँ और यही सबके सामने अपनी स्किल दिखा लेता हूँ। ओल्ड चिफ्टन हंस पड़ा, अच्छा है, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद आया, ठीक है। 1 घंटे बाद वॉरियर चैलेंज की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ली राउटाई ने पूछा, ब्रदर इन लॉ रेडी हो? वूचैन ने मुस्कुराकर अपनी स्किल्स दिखाना शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपना हथियार घुमाया। इतनी स्पीड और कंट्रोल देखकर सब लोग हैरान रह गए, ये मेरा पहला तरीका है। फिर उसने धनुष उठाया। हम लोग एक बार में 1 तीर चलाते हैं, लेकिन मैं एक साथ 3 तीर चलाता हूँ। 3 तीर एक साथ निकले, बिल्कुल किसी लेजेंडरी हीरो की तरह। ये मेरा दूसरा तरीका है। फिर वूचैन ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, उसे गोली की तरह चला दिया। एक ही बार में चैलेंज कंप्लीट हो गया। कबूतर एक के बाद एक नीचे गिरने लगे। फिर वूचैन ने मुस्कुराकर पूछा, बस या फिर कोई और तरीका भी दिखाना है? ओल्ड चिफ्टन अब सच में उसकी स्किल देखकर डर गया था। वो जल्दी से बोला, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। वूचैन ने तुरंत कुछ स्किल्ड वर्कर्स को बुलाया। कल तुम सब मेरे साथ मिलकर कुआं खोदोगे। अगले दिन जब कुआं तैयार हुआ और उसमें से पानी निकला तो पूरा ट्राइब खुशी से झूम उठी। पानी आ गया, सच में पानी आ गया, अब हमें दूर दूर तक पानी लेने जाना नहीं पड़ेगा। ली राउटाई हैरानी से बोला, ब्रदर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ये सब भी कर लेते हैं, ये सब कब सीखा? तभी ले भागती हुई वहाँ आई। उसने घबरा कर कहा, मिस्टर वू, सिटी गवर्नमेंट ने अभी नोटिस भेजा है, हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट के कई पार्ट स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते। वूचैन बिल्कुल शांत रहा। उसने कहा, चलो ली राउटाई, हम लीडर से मिलने चलते हैं, और हाँ, मुझे तुमसे थोड़ी एक्टिंग भी करवानी है। ली राउटाई थोड़ा हैरान होकर बोला, मुझसे? ब्रदर इन लॉ, मुझे क्या करना होगा? वूचैन सिर्फ मुस्कुरा दिया, बाद में पता चल जाएगा। लाउडा ने अपने लोगों को ऑर्डर दिया, सब लोग कुएं की सिक्योरिटी करो, कोई इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर वो लगभग 500 ब्रदर्स को लेकर वही तैनात हो गया। थोड़ी देर बाद वूचैन सिटी के सीनियर लीडर से मिलने पहुंच गया। वो अंदर जाकर बोला, हेलो लीडर्स, मैं ब्रिज प्रोजेक्ट का नया इंचार्ज हूँ।
एक बुढ़ा लीडर ठंडे अंदाज में बोला, डॉक्यूमेंट सबमिट करने तो पब्लिक अफेयर ऑफिस जाओ, यहाँ क्यों आए हो? वूचैन ने सीधी बात की। उसने बिना घुमाए अपना फोन निकाला और बोला, लीडर क्या यहाँ पहले से सब कुछ इतना ही केयरलेस तरीके से हैंडल होता है? हमने अभी प्रोजेक्ट संभाला ही था और इतनी सारी प्रॉब्लम सामने आ गई, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। ये बोलते हुए वो फोन स्क्रॉल करने लगा। कुछ देर बाद उसने मुस्कुरा कर कहा, मिल गया सेकेंड यंग मास्टर लुई और डिंग फैमिली के बीच ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, सोचा आपको भी दिखा देता हूँ। ये देखते ही बुढ़ा लीडर घबरा गया। वो तुरंत खड़ा हो गया और चिल्लाया, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांसफर? वूचैन ने फोन थोड़ा उसकी तरफ घुमा दिया और बोला, मैं एक इंटेलिजेंस मर्चेंट हूँ। बिजनेसमैन की हर मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है। डार्क वेब और हैकर वर्ल्ड में भी मेरी काफी कनेक्शंस हैं। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो पिछले 10 सालों का आपका पूरा हिस्ट्री भी निकाल सकता हूँ। यह सुनते बुढ़ा लीडर का सारा एटीट्यूड हवा हो गया। अब उसके पास चुप रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वूचैन ने आराम से हाथ उठाया और बोला, रिलैक्स, मैं यहाँ धमकी देने नहीं आया, मैं तो बस कॉपरेशन की बात करने आया हूँ। वूचैन ने फिर अपना सिग्नेचर चिकन लूरिंग वाला ट्रिक यूज किया और कुछ और लोगों को भी फंसा लिया। जब उसने देखा कि सामने वाले उसकी बात मान गए तो वूचैन बोला, सबसे पहले तुम्हारे अकाउंट की सिक्योरिटी बहुत वीक है। हाँ, अगर अकाउंट हैक हो गया तो इतनी सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाएगी। मैं यहाँ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी अपग्रेड करने आया हूँ, जिससे तुम्हारा अकाउंट बिल्कुल सेफ हो जाएगा। और अगर बाद में तुम्हारा कोई पैसा भी डूब गया तो उसका कॉम्पेंसेशन मैं दूंगा। और वैसे भी मेरे साथ काम करोगे तो सिर्फ और ज्यादा पैसा ही कमाओगे। साइड में बैठा ली राउटर मनी मन सोचने लगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे ब्रदर इन लॉ के चिकन लूरिंग स्किल इतने नेक्स्ट लेवल होंगे। पहले लोगों को हैक करो, फिर उन्हीं को सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बेचो, ये सिर्फ मेरे ब्रदर इन लॉ ही कर सकते हैं। वूचैन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ली राउटर, लीडर को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रिनोवेशन प्लान दिखाओ। बस ब्रिज प्रोजेक्ट स्मूथली शुरू हो जाए, फिर मैं सिटी सेंटर वाले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रेनोवेशन बिल्कुल फ्री में करवाऊंगा। और अगर बनने के बाद इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में दिक्कत आई तो उसमें भी मैं मदद करूंगा। ये सुनते ही बुढ़ा लीडर हैरान होकर बोला, क्या फ्री? सच में फ्री में? वूचैन मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल, रेनोवेशन और सारी मॉडिफिकेशंस फ्री होंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तुम मुझे 4 फ्लोर्स 2 साल के लिए बिल्कुल फ्री लीज पर दोगे। मैं लास वेगस में सबसे हाई एंड क्लब बनाऊंगा। वूचैन ने कहा, ली राउटर, लीडर को हमारे क्लब के ऑपरेशन के ऑडियो वीडियो दिखाओ। इसके बाद ली राउटर ने क्लब का प्रोमोशनल वीडियो चला दिया। ली राउटर समझाते हुए बोला, हमारे यहाँ वेस्टर्न और चाइनीज दोनों स्टाइल्स अवेलेबल है, ताकि डोमेस्टिक से लेकर फॉरेन कस्टमर्स तक सबको पसंद आए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्लासिकल चाइनीज स्टाइल है, खासकर फुल बॉडी मसाज और लाइट लग्जरी वर्जन वाला मीट फॉरेस्ट और वाइन पूल। सब कुछ देखने और सुनने के बाद ओल्ड लीडर बार बार तारीफ करने लगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, हमारे लास वेगस को इसी तरह के प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। वूचैन ने डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखते हुए कहा, लगता है हमारी कोऑपरेशन की बात पक्की हो गई है। तो फिर लीडर, प्लीज प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने वाले अप्रूवल पर साइन कर दीजिए। कुछ देर बाद एग्रीमेंट साइन हो गया और वूचैन और ली राउटर वहां से निकल गए। गाड़ी में बैठते ही ली राउटर ने पूछा, ब्रदर इन लॉ, क्या शुरू से आपका प्लान था कि मैं यहाँ क्लब चलाऊं? वूचैन ने सिर हिलाकर कहा, ऐसा नहीं है, ब्रिज प्रोजेक्ट में भी तुम्हारी जरूरत है। और वैसे भी मुझे चाइना में अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, मैं हमेशा के लिए लास वेगस में नहीं रुक सकता। ली राउटर थोड़ा झिझक कर बोला, वैसे भी मैं काफी टाइम से चीजों से भाग रहा था, अगर यहाँ रहकर ब्रदर इन लॉ की हेल्प कर सकूं तो वही सही होगा। बस फिलहाल मैं कंट्री वापस नहीं जा सकता, डर लगता है कि वो हरामी डिंगलोंग फिर से आपके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। वूचैन शांत आवाज में बोला, डिंगलोंग, वो मेरे लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता। ली राउटर ने फिर भी कहा, मुझे डर है कि वो ब्रेनी से भी ज्यादा पागलपन दिखा सकता है। वूचैन बिल्कुल आराम से बोला, डोंट वरी। थोड़ी देर बाद जब वो वापस पहुंचे तो वूचैन ने देखा कि ले उसका इंतजार कर रही है। वूचैन ने पूछा, ले तुम वापस यहाँ क्यों आई हो? ले थोड़ी ऑकवर्ड होकर बोली, मिस्टर वो, ओल्ड चिफ्टन और बाकी लीडर्स को पता चल गया कि आपने लीडर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वूचैन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कहीं फिर से उनकी कोई अजीब ट्रेडिशन तो शुरू नहीं हुई? ले ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, बात यह है कि वो समझते हैं कि आप बहुत महान इंसान है, इसलिए वो अपनी सारी बेटियों को यहाँ ले आए हैं, आप खुद देख लीजिए। ये सुनते ही वूचैन वहाँ पहुंच गया। सामने का नजारा देखकर वो बिल्कुल चुप रह गया। उसके सामने का नजारा कुछ ऐसा था, 3 सांवले रंग की लड़कियां पूरी तरह खुली हुई थी, उनके शरीर कसे हुए और सुडौल थे। वूचैन ने मनी मन सोचा, इस ट्राइबल चिफ्टन का सोचने का तरीका तो सच में बहुत ही अजीब है। वूचैन ने ले से कहा, ले मेरी बात इन्हें ट्रांसलेट करके समझा दो। ले शर्माते हुए उन तीनों लड़कियों से बोले, मिस्टर वो कह रहे हैं कि फिलहाल वो तुम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले तुम सब चाइनीज सीखो ताकि बाद में सब उनसे नॉर्मल तरीके से बात कर सको। इसी बीच चाइना में शाओडे ने घबराहट में फोन किया, ब्रदर वो, शियांग फैमिली फिर से गंदी चाल चल रही है। गुई रूबो ने भी तुरंत कहा। जैसे हमारा नया स्क्रिप्ट उनके पास किसी तरह पहुंचा, शियांग को उसका कंटेंट पता चल गया। अब वो भी बिल्कुल मिलती जुलती फिल्म बना रहे हैं ताकि हमारे साथ सीधा कंपटीशन कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि वो टीवी सीरीज नहीं, सीधा फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने 4th जनरेशन के रिटायर्ड लेजेंडरी डायरेक्टर को हायर कर लिया है। फिल्म को एक टॉप क्लास डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा और उसमें ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस लीड रोल निभाएंगी। शूटिंग लगभग 6 महीने चलेगी और साल के एंड में लूनार न्यू ईयर के टाइम पे रिलीज होगी।
शावडे घबरा कर बोले, अब हम क्या करें, हमारा तो लार्ज स्केल टीवी ड्रामा है, चाहे कितनी भी फास्ट शूटिंग करे कम से कम 10 महीने लगेंगे और ये अगले साल समर से पहले रिलीज नहीं हो पाएगा। वूचान मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल पैनिक मत करो, मैं वापस आकर सब बताऊंगा। फोन रखने के बाद वूचान ने ली राउटे से कहा, ली राउटे मुझे जल्दी चाइना वापस जाना ही पड़ेगा, इन लोगों को चाइनीज सिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। टोंग फैमिली की प्रोफेशनल टीम 2 दिन में ब्रिज प्रोजेक्ट संभाल लेगी, तब तक तुम और ओल्ड लव प्रोजेक्ट पर नजर रखना, ध्यान रहे कोई आकर फिर से दिक्कत ना खड़ी कर दे। ली राउटाई ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, ठीक है ब्रो, बिल्कुल टेंशन मत लो, आप आराम से घर जाओ, यहाँ सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, कभी भी जरूरत पड़े तो बस एक कॉल कर देना। एक दिन बाद बीजिंग में वूचान सीधा लुई फैमिली की थर्ड मिस चिंगी से मिलने पहुंच गया। वूचान को इतनी जल्दी देखकर चिंगी मजाक में बोली, इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या लास वेगास में टिक नहीं पाए या ब्रिज इतनी जल्दी बन गया। वूचान मुस्कुरा कर बोला, थर्ड मिस फिर से मजाक कर रही है, आप चाहे तो उधर का प्रोग्रेस खुद चेक कर सकती हैं। चिंगी ने आराम से लॉलीपॉप जलाई और बोली, कम से कम कंस्ट्रक्शन शुरू होने का वेट तो कर लेते हैं, इतना भी क्या जल्दी थी वापस आने की। वूचान ने हल्का सा मुस्कुराकर उल्टा पूछा, आपको क्या लगता है। ये सुनते ही चिंगी थोड़ी हिचकिचाई और शर्मा गई। बकवास, बिल्कुल बकवास, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती और मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस भी नहीं किया। वूचान हंस पड़ा, थर्ड मिस का रिएक्शन पिछली बार से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे मैं इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि एक बहुत जरूरी काम है जिसमें मुझे थर्ड मिस की मदद चाहिए। वूचान फिर से उसके करीब गया, धीरे से उसके कान के पास कुछ बोला और उसके हाथ भी हल्का सा छू लिया। चिंगी थोड़ी नर्वस हो गई, क्या देश में ऐसी घटनाओं का कोई उदाहरण ही नहीं है। वूचान शांत आवाज में बोला, हमारे देश में इस तरह की चीज का पहले कभी एग्जाम्पल नहीं रहा, लेकिन अगर लुई फैमिली सपोर्ट करे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चिंगी ने चिंता से पूछा, क्या सच में इतना बड़ा स्टेप लेना जरूरी है। वूचान ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, हमें मजबूरन ये करना पड़ेगा, अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। चिंगी ने आखिरकार धीरे से सिर हिला दिया, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वूचान मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तो मैं अब शंघाई वापस जाकर मेन बिजनेस संभालता हूँ। वूचान को जाते देख चिंगी का दिल अचानक बेचैन हो गया। उसके दिमाग में वूचान के साथ गुजारे हुए पल बार बार याद आने लगे। उसने शर्माते हुए सोचा, मेन बिजनेस पहले संभालेगा, मतलब उसके बाद उसके पास मेरे साथ करने के लिए और भी कुछ प्लान्स हैं। क्या वूचान वाकई बाद में मेरे साथ गुड्डा गुड्डी खेल खेलेगा। अगले दिन शंघाई में सुबह सुबह वूचान सीधा अपनी प्यारी वाइफ एन मैंगलान के स्टूडियो पहुंच गया। जैसे एन मैंगलान ने वूचान को देखा, वो अपनी फीलिंग्स रोक ही नहीं पाया और दौड़कर उसके गले लग गई। एन मैंगलान प्यार से बोली, वूचान। वूचान हंसी के साथ बोला, मैंगलान इस बार शायद तुम्हें मेरे लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये प्यार भरा सीन देखकर शावी, शावडे और गुइरुबो तीनों एकदम स्टन रह गए। तीनों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, सुपरस्टार एन मैंगलान असल में वूचान की औरत है। गुइरुबो हैरानी से बोला, ब्रदर वो आप सीरियस है, एन मैंगलान हमारे प्रोजेक्ट में थर्ड फीमेल लीड का रोल करेंगी। एन मैंगलान थोड़ी हेजिटेंट होकर बोले, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की, मुझे नहीं पता मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। वूचान ने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया, कोई बात नहीं, डायरेक्टर तो मैं हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वैसे भी फिल्म की तीनों फीमेल कैरेक्टर्स तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी से काफी मिलती जुलती हैं। एन मैंगलान तुम्हें बस थोड़ा कम एक्सप्रेशन देने होंगे। ये सुनते ही पेंगी ने जोर से थम्स अप दिखाया। सिर्फ एन मैंगलान का एक्टिंग डेब्यूट ही पूरे इंटरनेट पर सेंसेशन क्रिएट कर देगा। ऊपर से वो थर्ड फीमेल लीड का रोल कर रही है। फिल्म की पॉपुलैरिटी और हाइप को कंट्रोल करने के लिए इससे बेटर आइडिया हो ही नहीं सकता। वाह क्या कमाल का प्लान है। वूचान ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, सच कहो तो एन मैंगलान सिर्फ आइसिंग ऑन द केक है। हमारी फिल्म की असली बैकबोन शावी और टाओ मैनिंग की एक्टिंग होगी। सबको अपना पूरा फोकस इसी फिल्म पर देना होगा। शावी ने तुरंत सीरियस होकर जवाब दिया, समझ गई ब्रदर, वो मैं अपनी जान लगा दूंगी ताकि आपकी मेहनत कभी वेस्ट ना हो। वूचान मुस्कुरा कर बोला, लेकिन अगर हमें फॉरेन ऑडियंस को जीतना है तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अभी भी थर्ड मिस का ही है। मिस चिंगी पूरे देश के बड़े टीवी स्टेशंस को कन्विंस करेगी कि हमारी सीरीज अमेरिकन ड्रामा मॉडल फॉलो करे। मतलब शूटिंग और ब्रॉडकास्टिंग एक साथ होगी। जिस वक्त एक एपिसोड शूट होगा उसी वक्त उसका टेलीकास्ट भी शुरू हो जाएगा। ये अजीब प्लान सुनकर सब लोग एकदम शॉक रह गए। क्या टीवी सीरीज की शूटिंग और ब्रॉडकास्टिंग एक साथ, ये भला कैसा पॉसिबल है। गुइरोबो जितना वूचान के सीरियस एक्सप्रेशन को देखता गया उतना ही उसका चेहरा सरप्राइज से भर गया। एन मैंगलान भी इस अनयूजुअल प्लान को लेकर थोड़ी वरीड लग रही थी। वूचान मुस्कुरा कर बोला, ये सब थर्ड मिस हैंडल करेगी। हमें जो करना और जो हमें हर हाल में करना ही होगा वो ये है कि हर एपिसोड की क्वालिटी किसी मूवी के बराबर या उससे भी बेटर हो। वूचान की कॉन्फिडेंट बात सुनकर तीनों का एक्सप्रेशन अलग अलग थे। शावी और शावडे के चेहरे पर एक्साइटमेंट और सरप्राइज था, जबकि गुइरुबो अभी भी शॉक में था। एन मैंगलान ने धीरे से पूछा, वूचान मुझे पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो और जो कहते हो वो करके दिखाते हो। सच कहो तो मुझे क्वालिटी की बिल्कुल टेंशन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो टाइम है। क्या इतने कम वक्त में ये सब सच में हो पाएगा। वूचान ने उसे प्यार से गले लगा लिया और बोला, टेंशन मत लो एन मैंगलान। ये बात सुनते ही एन मैंगलान की सारी चिंता पल भर में गायब हो गया और वो आराम से उसकी बाहों में सिमट गई। वूचान ने मनी मन सोचा, 1000 सालों की रीइंकार्नेशन के दौरान इस स्क्रिप्ट को मैंने ना जाने कितनी बार डायरेक्ट किया है। आंखें बंद करके भी इसे बना सकता हूँ। इस बार असली मुश्किल शूटिंग नहीं बल्कि पोस्ट प्रोडक्शन है। फिल्म की क्वालिटी मूवी लेवल की होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास पोस्ट प्रोडक्शन के लिए टाइम बहुत कम है।
वूचन ने सबकी तरफ देखकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सब लोग बस अपना अपना काम अच्छे से करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उसके दिमाग में तुरंत एक नाम आया, दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर कंप्यूटर जीनियस एन हुआंग, कंप्यूटर वर्ल्ड का अनडिफिटेड स्वॉर्ड्समैन। अगर वो हमारी टीम ज्वाइन कर ले तो ये सारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये सोचते ही वूचन ने तुरंत एन युआंग को मैसेज भेजा, मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? कुछ ही देर बाद रिप्लाई आया, पहली बात मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, दूसरी बात मैं ऑलरेडी दुनिया की नंबर 1 हूँ, कंपटीशन का मेरे लिए कोई मतलब नहीं, तीसरी बात मुझे न्यूबीज के साथ खेलने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। वूचन ने तुरंत जवाब दिया, चीटिंग बिल्कुल नहीं होगी, वैसे जेल्डा का 100% स्पीड रन देखना चाहोगी? मैसेज देख के एन युआंग की आंखें फैल गई, क्या ये तो पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी आधे घंटा फास्ट है। वूचन हल्का सा मुस्कुरा दिया, उसने तुरंत एक फाइल भेजी और लिखा, बस मजे के लिए बनाया था, एक पुराने गेम के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, बताओ कैसे लगा? लगभग 20 मिनट तक फाइल देखने के बाद एन युआंग का चेहरा पूरी तरह से शॉक से भर गया। उसने हैरानी में सोचा, मैंने इसे कोई नॉर्मल नूबी समझा था, ये तो हिडन एक्सपर्ट निकला। जो चीजें इसने किया उनमें से कुछ तो मैं भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही। वूचन को जैसे पहले से पता था कि वो क्या सोच रही होगी, उसने फिर से मैसेज भेजा, तो एन युआंग अब भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहोगी? एन युआंग ने रिप्लाई किया, मैं तुम्हारे साथ गेम्स कैसे खेलूं? उसकी आंखों में सोच विचार साफ नजर आ रहा था। तभी वूचन का एक और मैसेज आया, जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली है उसके हिसाब से दुनिया समझती है कि तुम एक लड़के हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम असल में एक लड़की हो। बचपन से ही तुम्हारी कंप्यूटर स्किल्स इतनी जबरदस्त थी कि लोग तुम्हें कंप्यूटर फ्रीक और अजीब प्रोग्रामर कहकर बुलाते रहे। इतना सब होने के बाद भी तुम दुनिया की नंबर 1 बन गई, लेकिन आज भी तुम सिर्फ एक कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन और नेटवर्क केबल के पीछे छुपी हुई जिंदगी जी रही हो। ये बातें सुनते एन युआंग का दिल धीरे धीरे हिलने लगा। वूचन ने एक और मैसेज भेजा, अगर तुम मेरे साथ आई तो सबसे पहले मैं गारंटी देता हूँ कि तुम कभी भी बोर या लोनली फील नहीं करोगी, तुम्हारी लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। और दूसरी बात, मैं तुम्हें सिर्फ इंटरनेट के पीछे छुपे हुए इंसान नहीं बल्कि रियल दुनिया में जीने वाली इंसान बनाऊंगा। एन युआंग के लिए ये बात किसी सपने से कम नहीं थी, ये उसके लिए पहली बार रियल दुनिया में कदम रखने का मौका था। लेकिन फिर भी उसने झिझक कर पूछा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, वैसे तुम हो कौन? वूचन ने जवाब दिया, लगता है ऑनलाइन बात करके काम नहीं चलेगा, मिलकर फेस टू फेस बात करते हैं। एन युआंग ने तुरंत लिखा, क्या तुम पागल हो? क्या नेटवर्क केबल फॉलो करके मेरा घर आ जाओगे? वूचन ने हंसी के साथ रिप्लाई किया, सच में? तो बताओ, डोर नॉक करूँ या सीधा विंडो से अंदर आ जाऊं? जैसे उसने मैसेज भेजा, नॉक नॉक नॉक, उसके घर का दरवाजा पर किसी ने नॉक किया। एन युआंग एकदम उछल पड़ी, अरे अरे, मैंने तो अभी पैंट्स भी नहीं पहने, तुम चाहते क्या हो? ये बोलकर वह भागती हुई जल्दी से कपड़े पहनने लगी। जब वो वापस कंप्यूटर के पास आई, स्क्रीन पर एक नया मैसेज था, दरवाजा खोलो और मैंने जो हेल्दी खाना ऑर्डर किया है उसे खा लेना, पूरा असल पिज्जा खा खा कर कब तक जिंदा रहोगी? एन युआंग शर्माते हुए बोली, तुमने मेरे घर में सर्विलेंस सिस्टम कब इंस्टॉल कर दिया? वूचन हंस पड़ा, खुद ही तो तुमने अपने घर को स्मार्ट होम बना रखा है। जब हर चीज इंटरनेट से कनेक्टेड होगी तो हैक होने का रिस्क भी रहेगा, और हैकिंग के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, मिलते हैं जल्दी पार्टनर। एन युआंग ने शर्मा कर तुरंत जवाब दिया, कौन तुम्हारा पार्टनर? मैं तुमसे मिलना ही नहीं चाहती, बेशरम। लगभग 40 मिनट बाद वूचन दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। उसे देखते ही पूछा, मैंने जो खाना ऑर्डर किया था वो क्यों नहीं खा रही? क्या तुम्हें लगता है कि उसमें जहर है? फिर मजाक करते हुए बोला, जब मुझे तुम्हें अपना पार्टनर बनाना है तो मैं तुम्हें जहर क्यों दूंगा? जब एन युआंग ने पहली बार वूचन को सामने देखा तो वो कुछ पल के लिए बस उसे देखती ही रह गए। उसने मन ही मन सोचा, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बंदा इतना हैंडसम होगा। लेकिन अगले पल उसने खुद को समझाया, नहीं नहीं, अभी इस बेशरम पर क्रश करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, तुम सच में रात के बीच मेरे घर आ गए? अभी तो कुछ ही मिनट्स पहले ऑनलाइन मिले थे। वूचन ने बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब दिया, हम दोनों फ्यूचर में पार्टनर्स बनने वाले हैं। नहीं पार्टनर्स नहीं, दोस्त। ये सुनते एन युआंग बिल्कुल चुप हो गए। उसके चेहरे पर परेशानी भी थी और हल्का सा शर्माया हुआ एक्सप्रेशन भी। तभी वूचन की नजर उसके कैट ईयर हेडसेट पर पड़ी। वो मुस्कुरा कर बोला, वैसे ये डिवाइस सही तरह से काम नहीं कर रहा, मैं अभी इसी वक्त इसे ठीक कर देता हूँ। वूचन ने टूल बॉक्स निकालते हुए कहा, इतने सालों से तुम सोने के अलावा सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठी रही हो, शोल्डर्स और नेक पक्का दर्द करते होंगे और बिल्कुल स्टिफ हो गए होंगे। मसाज की जरूरत है, लेकिन तुम बाहर जाना पसंद नहीं करते, सिर्फ प्रोग्राम्स लिखती रहती हो, प्रैक्टिकल स्किल तो काफी वीक है। सच कहो तो तुमने जो चीजें खुद से जोड़ जोड़ कर बनाई है उनका इतना अच्छा चलना भी सरप्राइजिंग है। एड्रेस बदलते एन युआंग ने प्यार भरे अंदाज में पूछा, अरे अभी तो हम पार्टनर्स और फ्रेंड्स थे, अचानक से मुझे सीनियर सिस्टर क्यों बुला रहे हो? कहीं कोई शरारत तो नहीं सोच रहे हैं? वूचन मुस्कुरा कर बोला, ठीक हो गया, आओ पहनकर ट्राई कर लो। वूचन ने खुद उसके लिए डिवाइस पहना दिया। एन मैंगलन हैरानी से बोली, तुमने कहा था ठीक करोगे और इतनी जल्दी हो भी गया, वाह ये तो पहले से भी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। वूचन मुस्कुरा कर बोला, लेकिन मशीन तो मशीन ही होती है, वो इंसान की जगह कभी नहीं ले सकती, अभी मेरी असली स्किल्स दिखाने का टाइम है। यह कहकर वूचन ने अपनी शर्ट उतार दी। एन युआंग एकदम घबरा गई और शर्मा कर बोली, अरे अरे तुम क्या कर रहे हो? वूचन ने शांत होकर कहा, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया का एक नया एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, असली एंशिएंट मेरिडियन मसाज टेक्निक का मजा चखने दो। सीनियर सिस्टर बेड पर लेट जाओ और बस रिलैक्स करो।
एन योंग उसकी बात मानकर बेड पर लेट गई। वो हिचकिचाते हुए बोली, ये सीनियर सिस्टर क्या लगा रखा है, तुम आज अजीब ही बिहेव कर रहे हो। जैसे उसने देखा कि वूचन का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है, वो घबरा कर बोली, हाँ नहीं, क्या करने वाले हो तुम। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वूचन ने प्रोफेशनल मसाज शुरू कर दिया। हर जगह जोर से प्रेशर देती एन योंग के मुंह से निकल गया, आउच 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 आउच। रात की खामोशी में उसकी आवाज गूंज उठी। थोड़ी देर में एन योंग पूरी तरह मैसेज एंजॉय करने लगी। उसका पूरा शरीर पहले से बहुत हल्का और रिलैक्स महसूस हो रहा था। जो सुकून उस मशीन से कभी नहीं मिला था, वो आज वूचन के मसाज से मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। लगभग 1 घंटे बाद वूचन ने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ नेटवर्क केबल के बाहर वाली दुनिया कैसे लगी? क्या आप समझ आए कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कोई प्रोग्राम कभी रिप्लेस नहीं कर सकती? एन योंग ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, तो हम सिर्फ पार्टनर्स और फ्रेंड्स ही रहेंगे? मुझे तो लग रहा है तुम मुझे पता नहीं किस डायरेक्शन में ले जा रहे हो। ये सुनकर वूचन जोर से हंस पड़ा। रियल वर्ल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह सिंपल नहीं होती, उससे ये कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एन योंग ने धीरे से कहा, फिलहाल ट्राई करके देखते हैं, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वूचन ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाकी डिटेल्स कल बताऊंगा। फिर सीन चेंज हुआ। लगभग 45 मिनट बाद वूचन घर वापस आ गया। शाओडे खूबसूरत पजामास पहने शर्माते हुए उसके पास आया और धीरे से बोली, ब्रदर हूँ, मैं फिर से आपको परेशान करने आ गई। उसका शर्माया हुआ चेहरा देखकर वूचन ने उसे प्यार से गले लगा लिया। वो बोला, शाओडे, शियांग फैमिली सिर्फ तुम्हें टारगेट नहीं कर रही, वो हमारी पूरी कंपनी को निशाना बना रही है। तुम और मैं अलग नहीं है, इसलिए इतनी दूरी मत रखा करो, ठीक है? शाओडे ने प्यार से सिर हिला दिया, ठीक है। इसी प्यारे पल के बीच अचानक फोन बज उठा। वूचन ने कॉल उठाया, हेलो सुशिनिन, इतनी रात को अभी तक जाग रही हो? फोन की दूसरी तरफ से सुशिनिन की घबराई हुई आवाज आई, अभी मैंने और सिस्टर वुडेंग ने तुम्हारी नई मूवी के कॉस्ट्यूम्स और एक्सेसरीज का डिजाइन कंप्लीट कर दिया, लेकिन टाओ मैनिंग को शूटिंग के दौरान जहर दे दिया गया। तुम जल्दी आ जाओ, सिचुएशन देखनी पड़ेगी। ये सुनते ही वूचन का चेहरा सीरियस हो गया। ठीक है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। फोन रखते ही वूचन धीरे से बोला, सच्ची कहते हैं, खुशियाँ कभी अकेली नहीं आती और मुसीबतें भी एक साथ ही आती हैं। उसने शाओडे के माथे पर हल्का सा किस किया और बोला, शाओडे तुम पहले सो जाओ और कंपनी की नई ड्रामा की प्रोग्रेस किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चलना रहे। शाओडे ने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है। उसी वक्त वूचन ने एन योंग को कॉल किया। मुझे पता है तुम एक्साइटमेंट की वजह से अभी तक सोई नहीं हो, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। एन योंग ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बोलो। वूचन ने कहा, यहाँ किसी की जान खतरे में, मैं डोंगाई वापस जा रहा हूँ, मेरे पास इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं है। तुम मेरे लिए एसएल ग्रुप, जिनफू ग्रुप और टाओ मैनिंग को जहर दिए जाने के बीच का कनेक्शन पता करो। एन योंग ने हैरानी से पूछा, टाओ मैनिंग को पॉइजन दे दिया गया? उसकी कंडीशन सीरियस है क्या? वूचन बोला, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद बताता हूँ। वैसे जब तुम डोंगाई आओगी मुझे कैसे ढूंढोगी? फिर मजाक करते हुए बोला, वैसे तुम अभी तक सोई क्यों नहीं, सीधा डोंगाई आ जाओ सीनियर सिस्टर, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। ये सुनते एन योंग ने नाक चढ़ाकर कहा, उफ, मुझे सीनियर सिस्टर बुलाना बंद करो, बहुत इरिटेटिंग लगता है। 3 घंटे बाद एन योंग ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया और उसी वक्त वूचन भी हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने जल्दी से पूछा, ब्रदरले, मेरी सिस्टर इन लॉ टाओ मैनिंग कैसी है? ब्रदरले ने राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया, अच्छी बात ये रही कि वक्त पर पता चल गया और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। अब सब ठीक है, सुशिनिन और वूरेंग उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। वूचन ने सुकून की सांस ली। ठीक है ब्रदरले, अब बिजनेस की बात करते हैं। अगर मेरी सिस्टर इन लॉ हमारी सारी मूवीज में काम करेगी तो तुम बहुत पैसे कमाओगे, सिर्फ पैसे ही नहीं, नाम भी कमाओगे। फिर वूचन ने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट बताई। ले यू और जिनफू ग्रुप के सेकंड शेयर होल्डर चैंग योंगशू के बीच पहले से ही दुश्मनी चल रही है। चैंग योंगशू को कंपनी से निकाला जाने वाला है, इसी वजह से उसने दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। सुशिनिन के डिजाइन किए हुए इयररिंग्स उसी डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस हुए थे जिसे योंगशू कंट्रोल करता था। इसी मौके का फायदा उठाकर उसने मेरी सिस्टर इन लॉ टाओ मैनिंग को जहर दिलवा दिया। सुशिनिन थोड़ा गुस्से में बोली, ये अंकल शू हद से ज्यादा कर रहे हैं। ब्रदरले गुस्से से गाली देते हुए बोला, अगर वो हरामी लुई का चमचा बनने की हिम्मत करेगा तो उसकी खाल जिंदा उतार दूंगा। वूचन की आंखों में ठंडी सी खतरनाक चमक आ गई। मैंने पहले ही वैंग शुआन और उनके लोगों को उसे पकड़ने भेज दिया है। ब्रदरले, चलिए एक अच्छा तमाशा देखते हैं। कुछ देर बाद वूचन, ब्रदरले, वूरेंग, सुशिनिन और एन योंग सब एक सुनसान अबैंडन्ड बिल्डिंग में मौजूद थे। चेयर से बंधा हुआ योंगशू बुरी तरह पिटा हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि मुश्किल से सांस ले रहा था और आवाज भी ठीक से नहीं निकाल पा रहा था। वूचन ने पूछा, सीनियर सिस्टर, मैंने जो कहा था वो सब कर दिया ना? एन योंग ने बेबसी से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, डिजाइन के मामले में तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारी चीजें किसी और के हाथ में नहीं लगेंगी। वूचन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है फिर। ये बोलते हुए उसका एक हाथ मोबाइल पर कुछ ऑपरेट कर रहा था जबकि दूसरे हाथ में नैनो रोबोट इंजेक्शन की एक छोटी सी वाइल थी। वूचन ने सीधा इंजेक्शन योंगशू के गर्दन के पीछे लगा दिया। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, योंगशू, बॉस सू वाला मामला खत्म होने के बाद भी तुम फिर से मुसीबत खड़ी कर रहे हो। लगता है अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे पीछे छुपे ब्रदरले के दुश्मनों को थोड़ी वार्निंग ना दूं तो तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। जैसी दवा का असर शुरू हुआ, योंगशू का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसके मुंह से लाल बहने लगी, आंखें उलट गई, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
एन युआंग क्यूरियोसिटी से ये सब देख रही थी। वूचन ने ठंडी आवाज में कहा, लग रहा है मरने वाला है। अरे नहीं, इसे इतनी आसानी से मरना थोड़ी दूंगा। उसने योंगशु का मुंह खोला और एक और दवा पिलाते हुए बोला, लो ये एंटीडोट है, पी लो, आज मौत के मुंह से बच जाओगे। योंगशु ने कमजोर आवाज में पूछा, ये कौन सी दवा है? वूचन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। आज के बाद अगर हर 15 दिन में मेरी दवा न ली तो तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर हो जाएगी, और सुशिनिन को दोबारा परेशान करने की हिम्मत मत करना। एन युआंग ने शरारत से वूचन के बाजू को हल्का सा धक्का दिया, तुम सच में बहुत बुरे हो। ये सीन देखकर सिस्टर वूरेंग की तीखी नजर सीधा एन युआंग पर टिक गई। उसने मनी मन सोचा, लगता है इस लड़की और मेरे छोटे पति के बीच कुछ तो चल रहा है। सुशिनिन भी चुपचाप सोचने लगी, शुरू में तो मेरे हस्बैंड इसे सीनियर सिस्टर कह रहे थे ना। इसी बीच ब्रदर ने हंसकर बोला, लिटिल वू का काम करने का तरीका कमाल का है, वो टॉर्चर के आइडिया से भी ज्यादा इफेक्टिव है। मैं तो सोच रहा था इसके हाथ पैर तोड़ दूं या इसे जिंदगी भर के लिए निकम्मा बना दूं। चलो अब इसे छोड़ दो, लिटिल वो पूरी रात मेहनत करता रहा है, अब इसे आराम करने दो। टाओ मैनिंग के पास मेरे लोग हैं, किसी बात की टेंशन मत लो। वूचन ने वूरेंग की तरफ देखकर कहा, सिस्टर वूरेंग आप पहले घर चले जाइए, मुझे सुशिनिन के साथ कुछ बात करनी है। वूरेंग ने सीधा जवाब दिया, ठीक है फिर मिलते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रही थी, अरे बाप रे, वूचन का मूड तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, चेहरा देखकर ही पता चल रहा है, घर जाकर देखते हैं क्या होता है। लगभग 1 घंटे बाद वूचन के घर पर सुशिनिन एक्साइटमेंट से बोली, हनी क्या मेरी छोटी बहन के लिए नया पजामास खरीद दें? वूचन थोड़ा ऑकवर्ड होकर हंस पड़ा, एन युआंग कोई नई छोटी बहन नहीं है, हम बस दोस्त हैं। एन युआंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ वैसे भी हम दोनों आज रात ही पहली बार मिले हैं। सुशिनिन मासूमियत से बोले, हाँ सही बात है, लेकिन मुझे याद है उस वक्त भी मेरी और मेरे हस्बैंड की पहचान ज्यादा पुरानी नहीं थी। एन युआंग ने मुंह बनाकर कहा, अरे सुनो, तुम लोग और तुम्हारे आसपास के लोग बहुत अजीब हो। वूचन हंसकर बोला, अच्छा अब काम की बात करते हैं। एन युआंग अब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मिशन है। उसकी आंखें एकदम सीरियस हो गई। सुशिनिन, लुई का मामला उतना सिंपल नहीं जितना दिख रहा है। अपनी हार के बाद वो चुप बैठने वाला नहीं है, वो सोचेगा कि उसका बेवकूफ साथी योंगशु ही उसका प्लान बिगाड़ गया। अब वो खुद एक्शन लेगा, बिल्कुल जिनफू वाले इंसिडेंट की तरह। हमने ब्रदर ले की हेल्प की थी, इसलिए वो हमें तबाह करना चाहता है। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि जो भी लेचन की मदद करेगा वो उसका दुश्मन बन जाएगा। वूचन ने एन युआंग की तरफ देखकर कहा, तुम एक और प्रोग्राम लिखो, सबसे अच्छा होगा अगर नैनो रोबोट पर ऐप बना सको। लेकिन इस बार वो जिनफू की हर ज्वेलरी में इंस्टॉल होगा, ताकि जिनफू की बेची गई हर ज्वेलरी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ट्रेस किए जा सके। एन युआंग की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। वाह, अगर ऐसा हो गया तो ज्वेलरी हैंडल करने वाले हर इंसान की मूवमेंट ट्रैक करके असली कल्प्रिट तक पहुंचा जा सकता है। वूचन ने मुस्कुराकर कहा, समझ गई हो तो काम शुरू करो। घर के इक्विपमेंट्स तुम्हारे सेटअप जितने पावरफुल नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। एन युआंग भागते हुए अपने रूम की तरफ गई और बोलती चली गई, सिंपल प्रोग्राम है, जल्दी कंप्लीट कर दूंगी। वैसे मुझे नैनोबॉट्स का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाद में उन्हें बनाने में मेरी हेल्प करोगे ना? एन युआंग के जाते ही वूचन ने शरारत से सुशिनिन को अपनी तरफ खींच लिया। पहले तुम प्रोग्राम लिख दो, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे सुशिनिन के साथ थोड़ी देर आराम करना है। दूर से एन युआंग ने नाराज होकर आवाज लगाई, वाह तुम दोनों आराम करोगे और मुझे काम करना पड़ेगा, क्या मैं तुम्हारी फ्री एम्प्लॉय हूँ क्या? वूचन मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी आदत तो यही है ना, जब तक काम खत्म ना हो एक्साइटमेंट में नींद नहीं आती। एन युआंग ने मुंह बनाकर जवाब दिया, बेशरम, क्या तुम मेरे पेट के कीड़े हो? मुझे इतना अच्छे से कैसे जानते हो? सुशिनिन प्यार से बोली, हनी चलो सोने चलते हैं, हमारी शुगर बेबी सिस्टर का काम डिस्टर्ब मत करो। ये सुनती एन युआंग भड़क गई, अरे ओए किसे शुगर बेबी बोल रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं तुम्हारी छोटी बहन थी ना। वूचन और सुशिनिन एक दूसरे को गले लगाए अपने रूम की तरफ चल दिए। वूचन मुस्कुराकर बोला, ठीक है एन युआंग अपना काम करे, सुशिनिन आज क्या खेलना चाहती हो? सुशिनिन खुशी से मुस्कुरा दिया, हनी तुम हमेशा मेरी फीलिंग्स समझ जाते हो, ही 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 ही। रूम के अंदर पहुंचते सुशिनिन ने अपना पहले वाला व्हाइट रैबिट वेट्रेस आउटफिट बदल दिया। अब वो एक हल्का सा रिवीलिंग एंशिएंट स्टाइल कॉस्ट्यूम पहने हुए थी। वो एक्टिंग करते हुए बोली, आज एक खूबसूरत कंकुबाइन ने बुढ़े माली का खजाना चुरा लिया, लेकिन भागते वक्त पकड़ी गई। मास्टर मुझे माफ कर दीजिए। वूचन ने अपनी शर्ट उतारने की तैयारी करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हें खुद कड़ी सजा देनी होगी। दूसरी तरफ अपने रूम में बैठी एन युआंग को बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, वो हैरान होकर सोचने लगी, ये कैसी आवाजें हैं? पहले वूचन की, फिर सुशिनिन की आवाज, मास्टर प्लीज मुझे और मत मारिए, मैं आपकी अच्छी तरह से सेवा करूंगी। एन युआंग क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाई, वो धीरे धीरे दरवाजे के पास आ गई, मनी मन बोली, अरे ये लोग सोने नहीं गए क्या? आखिर क्या कर रहे हैं? मुझे तो काम भी करना है। वो और पास जाकर ध्यान से सुनने लगी। अंदर से वूचन की आवाज आई, तुम बहुत नॉटी हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, इधर आओ, खचैक खचैक। ये सुनते एन युआंग का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। वो शर्मा कर तुरंत अपने रूम में भाग गई, अपने कान बंद करते हुए बार बार खुद से कहने लगी, मत सुन, बिल्कुल मत सुन, काम कर, बस काम कर। उसी पल एन युआंग के दिमाग में वूचन और सुशिनिन की घोड़े की सवारी और फुल देखने वाली पोजीशन में इंटेंस तस्वीरें उभर आई। साथ ही वूचन का आकर्षक चेहरा भी दिखाओ, जो कह रहा था, तुम बहुत नॉटी हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, यहाँ आओ।
एन युआंग ने फ्रस्ट्रेशन में तकिया उठाकर फेंका। ओह, मेरा दिमाग पूरा उल्टा पुल्टा हो गया, ऊपर से मुझे काम भी फिनिश करना है, कितना इरिटेटिंग है। कुछ देर बाद वूचन उसके रूम में आया और बोला, अरे छोटी बहन, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एन युआंग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। थकी हुई आवाज में बोली, हाँ अभी अभी फिनिश हुआ। वूचन ने पूछा, क्या हुआ, इतना सिंपल प्रोग्राम था, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। एन युआंग ने मुंह फुलाकर कहा, बदमाश, अगली बार काम करते वक्त इतना शोर मत मचाना, बहुत एनोइंग था। लेकिन इंस्टॉलेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया है, बस एक कंट्रोल स्टेशन सेटअप करना होगा, उसके बाद 2-3 चीजें और ऐड कर देना, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। वूचन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। गुड, तुमने बहुत मेहनत की, हमारी एन युआंग कितनी हार्ड वर्किंग है। एन युआंग शर्मा कर बोली, कौन हमारी? इतने में सुशिनिन भी आ गई। वूचन ने कहा, सुशिनिन, अगले 2 दिन के लिए जिनफू की सारी ज्वेलरी शॉप्स रेनोवेशन के नाम पर बंद करवा दो। बाहर योंगशु वाले इंसिडेंट की बात फैला देना और अंदर ही अंदर सारी ज्वेलरी पर सीक्रेटली नैनो रोबोट्स इंस्टॉल करवा देना। सुशिनिन ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, मैं और टियान ये सब हैंडल कर लेंगे हनी, बस ध्यान रहे कि ये प्लान लीक ना हो। वूचन ने प्यार से सुशिनिन के गले पर किस किया और बोला, मुझे भी शंघाई वापस जाना होगा। टाओ मैनिंग को पॉइजन देने वाली इंसिडेंट के बाद शियांग फैमिली पर और भी ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। चलो छोटी बहन चलो। 3 घंटे बाद शंघाई में शाओडी की फिल्म क्रू में काफी हसल चल रहा था। शाओडी एक्साइटमेंट से बोली, हम इतने दिनों से स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे थे, अब फाइनली कॉस्ट्यूम पहनकर एक्चुअल शूटिंग शुरू करने का टाइम आ गया। तभी वूचन अचानक अंदर दौड़ती हुआ है, शावी रुको। उसने तुरंत उसके आउटर ड्रेस पकड़ लिया और बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसे चेक करने लगा। शावी थोड़ी घबरा गई। मिस्टर वू, क्या हुआ? वूचन ने ड्रेस को ध्यान से देखते हुए कहा, शावी, मैं नहीं चाहता तुम्हारा भी टाओ मैनिंग जैसा हाल हो, ठीक है? शावी इमोशनल होकर उसके पास है और उसे जोर से हक कर लिया। थैंक यू मिस्टर वू। वूचन ने समझा, तुम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी स्टार बनने वाले हो, इसलिए हर छोटी बड़ी चीज में बहुत केयरफुल रहना। उसने खुद उसकी ड्रेस दोबारा ठीक से पहना दी। ये ड्रेस सेफ लग रही है, जाकर शूटिंग करो, मैं बाकी सारी चीजें चेक कर लेता हूँ। प्रॉप्स इंस्पेक्ट करते वक्त वूचन अचानक रुक गया, जैसे मुझे शक था ये छोटे नाइफ एक्टर के चेहरे को बुरी तरह इंजर्ड कर सकते हैं। गुइरुबो ने कहा, मिस्टर वू, पिछली बार स्क्रिप्ट लीक किसने की थी ये अभी तक पता नहीं चला। लगता है शियांग फैमिली का प्लांटेड मोल इसी मौके का फायदा उठा रहा था, हमें असली कल्प्रिट को ढूंढना ही होगा। वूचन ने शांत लहजे में जवाब दिया, शिंग फैमिली का असली बॉस अभी भी ओवरसीज है, उसने अभी तक खुद कोई मूव नहीं किया, उसका करंट मैनेजर 2 बार फेल हो चुका है, इसलिए अब वो सिर्फ मौके का फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है। ज्यादा टेंशन मत लो, हम बस अपनी प्रिपरेशन परफेक्ट रखनी है। फिर वूचन की आंखों में एक तेज चमक आई। फिलहाल मोल को भूल जाओ, वो लोग सिर्फ स्क्रिप्ट कॉपी कर सकते हैं, मैं स्क्रिप्ट में और नए सीन्स ऐड करवाऊंगा, फिर देखते हैं वो क्या कॉपी करते हैं। अगर ज्यादा कॉपी करेंगे तो उनकी फिल्म कम और कॉपी ज्यादा लगने लगेगी। गुइरुबो हंस पड़ा, अगर वो 2 अलग अलग वर्जन बनाने लगे तो दूसरी मूवी अगले साल से पहले रिलीज ही नहीं हो पाएगी, तब तक हमारी मूवी तो कब की रिलीज हो चुकी होगी। वूचन बोला, बिल्कुल, इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम यह है कि शूटिंग बिना किसी प्रॉब्लम के स्मूथली चले और सीरीज टाइम पर रिलीज हो। हमारा खुद का स्टूडियो तो अगले साल से पहले रेडी नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ पहले पूरी टीम को हांगकांग ले चलते हैं और इंडोर सीन्स वही शूट करते हैं। जितनी फास्ट शूटिंग होगी उतनी ही जल्दी तुम्हारी सिस्टर पोस्ट प्रोडक्शन भी कंप्लीट कर पाएगी। बॉस गु, ये काम मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता, इस बार तुम भी मेरे साथ हांगकांग चलो। गुइरुबो ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है मिस्टर वू, हमें कब निकलना है? वूचन बोला, कल ही चलते हैं। एक दिन बाद शहर के दूसरे हिस्से में एक आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम सबके सब निकम्मे हो, एक छोटी सी कंपनी तक हैंडल नहीं कर पाए। ये आदमी था शियांग फैमिली का बड़ा बेटा शियांग शाइनबाई। उसके पास खड़ा शियांग फैमिली का चौथा बेटा शुआंग योडोंग बोला, ब्रो, इसमें हमारी गलती नहीं है, शायद लेइयो ने उन्हें डरा दिया और वो हांगकांग भाग गए। शियांग आगे बोला, लेकिन क्या भाव शिनहुई उनकी हिफाजत कर पाएगा? मुझे याद है बचपन से ही भाव शिनहुई सेकंड सिस्टर पर फिदा था। ब्रो, क्यों ना सेकंड सिस्टर को हांगकांग भेज देते हैं। इसी वक्त एक लंबी और खूबसूरत लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, हांगकांग जाओ ताकि फिर से भाव शिनहुई को परेशान करूं। तुम लोग अभी तक प्राइमरी स्कूल के बच्चे ही हो क्या? ये थी शियान फैमिली की सेकंड में शियांग नैनमिन। उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हुए पूछा, वैसे वो वू नाम का आदमी क्या भाव शिनहुई और डिंगलोंग से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है? फिर थोड़ा नाराज होकर बोली, ठीक है, इस बार तुम लोगों की बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो वापस आकर सबका बुरा हाल करूंगी। उसी वक्त हांगकांग में वूचन और भाव शिनहुई बात कर रहे थे। भाव शिनहुई बोला, मिस्टर वो, आप कमाल के डायरेक्टर है, पिछले कई सालों में जितने भी डायरेक्टर्स देखे हैं उन सबसे कई ज्यादा प्रोफेशनल। उसने लॉलीपॉप का एक कश लिया और बोला, बस अफसोस इतना है कि हांगकांग का फिल्म इंडस्ट्री पहले जैसा नहीं रहा, अब यहाँ डेवलपमेंट करना मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलकर पैसा कमाऊं, लेकिन फिर भी थोड़ा हेजिटेंट हूँ। वूचन हंसकर बोला, पैसे कमाने के तरीके कभी खत्म नहीं होते, अगर इस फिल्म में साथ काम नहीं हो तो मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है। भाव शिनहुई की आंखें चमक उठी, मिस्टर वो, कौन सा प्रोजेक्ट, जल्दी बताइए। तभी भाव शिनहुई का फोन बज उठा। दूसरी तरफ शियान नैनमिन थी। शिनहुई, तुमने तो कहा था शूटिंग खत्म होने के बाद किसी और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगे, आजकल फिर से फिल्म लाइन में कैसे आ गए? भाव शिनहुई जल्दी से बोला, सेकंड सिस्टर, मुझे एक्सप्लेन करने का चांस ही नहीं मिला।
शियान नैनमिंग ने ठंडी आवाज में कहा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, कल मैं खुद आ रही हूँ, देखती हूँ तुम्हारे नए इरादे क्या हैं। फोन रखने के बाद बाओ शियानुई शर्मिंदा होकर वूचन से बोला, सॉरी मिस्टर वू, लगता है आपकी शूटिंग में थोड़ी डिले हो जाएगी। वूचन ने पूछा, क्या यह शियान फैमिली की सेकंड मिस थी? बाओ शियानुई का चेहरा एकदम बदल गया। उसने घबराकर पुरानी यादें याद की। बचपन से लेकर आज तक वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन रही है। वूचन हल्का सा मुस्कुरा दिया, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। अगर मुसीबत सामने खड़ी हो तो उससे भागने से बेहतर है उसका सामना किया जाए। सामने वाले बॉस से सीधा डील करना पीछे छुपे हुए लोगों से लड़ने से कहीं ज्यादा आसान होता है। वैसे भी इसलिए तो मैं हांगकांग में शूटिंग करने आया हूँ। बाओ शियानुई ने जल्दी से कहा, मिस्टर वू, कुछ दिन के लिए शूटिंग रोक देते हैं, मैं पहले सेकंड सिस्टर को संभाल लेता हूँ। वूचन ने सिर हिला दिया, शियानुई, दुश्मन खुद हमारे दरवाजे तक आ गया, आप कुछ चीजों से बचकर नहीं निकला जा सकता। बाओ शियानुई ने गहरी सांस लेकर कहा, सही कह रहे हैं, हर बार उससे बचने की कोशिश करूंगा तो उसके पास और ज्यादा बहाने मिल जाएंगे। चलो कल जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन वूचन की शूटिंग में शियान नैनमिंग भी आ पहुंची। वो हंसते हुए बोली, अरे मेरे छोटे शियानुई, लगता है पिछली बार से थोड़ा ज्यादा मर्द बन गए हो। सबके सामने वो उसे छेड़ने लगी, वाह अब तो चेस्ट मसल भी आ गए, बुरा नहीं, चलो अपनी दीदी को दिखा जरा। हांगकांग में बाओ शियानुई किसी राजा की तरह घूमता था, लेकिन शियान नैनमिंग को देखते हुए उसका कॉन्फिडेंस आधा रह गया। दूर खड़ी शावी चुपचाप दोनों को देख रहे थे। उसने मनी मन सोचा, क्या ये शियान फैमिली की सेकंड मिस है? लगता है यंग मास्टर बाओ के काफी करीब है। तभी पुराने डायरेक्टर ने वॉकी टॉकी उठाकर जोर से चिल्लाया, सब लोग अपने अपने काम पर ध्यान दो, शूटिंग शुरू करते हैं, गॉसिप बंद। ये सुनते ही शावी एकदम घबरा गए। उसके माथे पर पसीना आ गया, अरे मैं अपने रोल से ही बाहर आ गई। ये देखकर शियान नैनमिंग उसके पास चलकर आई और बोली, लगता है तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत जल्दी टूट जाता है, तुम सच में प्रोफेशनल एक्ट्रेस हो भी? बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हाथ बढ़ा और शावी के कोलोसल ट्विन टावर्स को दबाना शुरू कर दिया और कहा, मुझे देखने दो कि कौन सा पका हुआ है। शावी घबरा गई, वो हकलाई, मिस शियांग। फिर उसने शावी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी पहली फिल्म देखी है, मुझे तो किसी सीरियस सिनेमा से ज्यादा सिर्फ चीप पब्लिसिटी वाली फिल्म जैसी लगी। ये देखकर बाओ शियानुई के चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। माहौल का टेंशन महसूस करते ही वूचन आगे बढ़ा और बोला, सेकंड में शियांग, हमारी एक्ट्रेस बस थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, इतनी भी बड़ी बात नहीं है ना? शियांग नैनमिन ने तुरंत तीखे अंदाज में जवाब दिया, लगता है तुम्हारी मूवी हमारी मूवी से कम्पीट करने वाली है और तुम इन एवरेज एक्टर के भरोसे सेट पर घूम रहे हो। फिर उसने एक्टर्स के कॉस्ट्यूम की तरफ देखकर कहा, और ये कॉस्ट्यूम्स, इनकी क्वालिटी भी बहुत ऑर्डिनरी है। तुम्हारे पास खुद का फिल्म सिटी तक नहीं, शूटिंग के लिए इतनी दूर हांगकांग तक भागना पड़ रहा है, इसे तुम एम्बिशन कहते हो? मुझे तो लग रहा है मैं 1980 या 1990 के जमाने में आ गई हूँ। बाओ शियानुई ने धीरे से कहा, सेकंड सिस्टर, मेरे इंडोर शूटिंग लोकेशंस इतने बुरे भी नहीं है। वूचन मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं शियानुई, मुझे लगता है सेकंड में शियांग की एडवाइस से हमें काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। फिर उसने मुड़कर आवाज लगाई, एनियांग, जरा बिहाइंड द सीन सेटअप में हेल्प करो। फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोला, वैसे भी अगर हम प्रैक्टिकल प्रॉप्स का यूज भी ना करें, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन की मदद से हम जो चाहे वो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड में शियांग, चाहे एंशिएंट चाइनीज स्टाइल हो, हॉलीवुड स्टाइल हो या अरेबिक स्टाइल, हम सब क्रिएट कर सकते हैं। शियान नैनमिंग ने हल्का सा तंज मारते हुए कहा, ओ तो टेक्नोलॉजी के कुछ ट्रिक्स भी आते हैं तुम्हें, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट स्टाइल में असली आर्टिस्टिक सोल नहीं आती। अब जब टेक्निकल साइड में उसे कोई कमी नहीं मिली तो उसने स्क्रिप्ट पर अटैक कर दिया। चलो ये सब छोड़ो, मुझे दिखाओ तुम लोग शूट क्या कर रहे हो। उसने स्क्रिप्ट देखते ही कहा, दुश्मन कैपिटल पर अटैक करते हैं, प्रिंसेस को कैप्चर कर लेते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जो प्रिंसेस अभी अभी प्रिजनर बनी हो वो इतनी साफ सुथरी कैसे लग सकती है? कपड़े बिल्कुल ठीक है, बाल भी परफेक्टली सेट है, मेकअप भी किया हुआ है, बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लग रहा। ये सुनकर शावी कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन वूचन ने उसे रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, सेकंड में शियांग हमें इतना डिटेल में गाइड कर रही है, ध्यान से सुनते हैं। ये देखकर शियान नैनमिंग ने लाइटर निकाला और स्क्रिप्ट का एक कोना जला दिया। फिर बोली, ठीक है, अगर तुम लोग सच में सीखना चाहते हो तो मैं खुद दिखाती हूँ कि असली एक्टिंग कैसे करते हैं। यह कहकर उसने स्क्रिप्ट एक तरफ फेंक दी। उसने खुद ही अपने कपड़े और बाल थोड़े बिखरे, चेहरे पर थोड़ी काली सूत लगा दी और एक बेचारी सी एक्सप्रेशन बनाकर बोली, ये सिर्फ भागते वक्त की हालत है, लेकिन अगर कोई सच में प्रिजनर बन जाए तो उसकी मेंटल स्टेट और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। उसकी जबरदस्त एक्टिंग देखकर शावी की आंखें चमक उठी। वो एडमिरेशन से शियांग नैनमिंग को दिखने लगी। वूचन ने ताली बजाकर तारीफ की। सेकंड में शियांग, आप वाकई बहुत प्रोफेशनल है, आपकी एक्टिंग सच में टॉप क्लास है। डेमो खत्म करके शियांग नैनमिंग फिर अपने नॉर्मल अंदाज में आ गई। वो बोली, तुम लोगों को सिखाया जा सकता है, लगता है तुम लोग कुछ ना कुछ सीख ही लोगे। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, अब मुझे एक न्यूज आर्टिकल लिखना चाहिए। हेडलाइन होगी, शियान नैनमिंग खुद हांगकांग आई और नए डायरेक्टर वूचन को स्क्रिप्ट और एक्टिंग की ट्रेनिंग दी। वूचन ने माना कि उसकी स्किल अभी उनके लेवल तक नहीं है, कैसा रहेगा? ये सुनकर बिहाइंड द सीन्स शूट करने वाला लड़का बिल्कुल स्टन रह गया। शियान नैनमिंग ने ठंडे अंदाज में कहा, बाओ शियानुई, तुम और तुम्हारे ये दोस्त सच में बहुत बोरिंग हो। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हो कल कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिले। उसके जाते ही वूचन चुप रहा, लेकिन बाओ शियानुई घबरा कर बोला, नहीं ब्रदर वो, क्या आप वाकई सेकंड सिस्टर को ऐसी न्यूज पब्लिश करने देंगे? आप यही रुकिए, मैं उनके पीछे जाकर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ये आर्टिकल पब्लिश ना करे।
वूचैन ने उसे रोक दिया। शियानुई, अभी सबसे जरूरी काम आग बुझाना है, और वैसे भी क्या ये वही पब्लिसिटी नहीं है जो सेकंड में शियांग शुरू से चाहती थी, उसे करने दो। बाओ शियानुई ने टेंशन में पूछा, लेकिन इससे हमारी मूवी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा ना। वूचैन ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, मूवी रिलीज होने से पहले अगर इंटरनेट पर लोग हमें थोड़ा और क्रिटिसाइज कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक गैम्बल है, असली प्रॉब्लम तो उनकी साइड पर है। मनी मन वूचैन ने सोचा, 1000 साल की रीइंकार्नेशन में मैं शियान नैनमिन के बारे में सब कुछ जानता हूँ, बस एक ही प्रॉब्लम थी, उसकी बीमारी। उस वजह से उसके करीब रहना आसान नहीं था, लेकिन अब जब किस्मत के पहिए दोबारा घूमने लगे हैं, मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं। एक और दिन बीत गया। फिल्म क्रू ने प्रिंसेस के कैप्चर होने वाला स्क्रीन कंप्लीट कर लिया था। प्रिंसेस के कपड़े, एक्सप्रेशन और पूरी बॉडी लैंग्वेज पहले से काफी रियलिस्टिक लग रही थी। शावी ने अपना रोल भी बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। उसके एक्सप्रेशन से लेकर कॉस्ट्यूम तक सब कुछ काफी इम्प्रूव हो चुका था। ये सब देखकर शियान नैनमिंग ने हैरानी से कहा, ओ तुम लोगों ने वाकई मेरी बात मान ली। वूचैन हंसकर बोला, बिल्कुल, जो अच्छी बात होती है उसे सीखना ही चाहिए। सेकंड मिस शियांग, हमारे लिए और कोई एडवाइस है? वूचैन का एटीट्यूड देखकर शियान नैनमिंग थोड़ी हैरान रह गई। उसने मनी मन सोचा, कल मैंने न्यूज के थ्रू इसे सबके सामने एम्बैरेस करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जरा भी गुस्सा नहीं हुआ। ये बाओ शियानुई और डिंगलोंग से कई ज्यादा मैच्योर लगता है, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये मेरी बात भी बड़े ध्यान से सुनता है। चलो एक और बार इसे टेस्ट करके देखते हैं। शियान नैनमिंग शावी के पास गई और बोली, अगर मैं सीधी बात करूं तो मुझे लगता है कि इस सीन में आर्टिस्टिक फील की कमी है और प्लॉट भी हिस्टोरिकल फैक्ट से मैच नहीं करता। अगर मुझे इसे डिजाइन करना होता तो मैं पहले एक ज्यादा लॉजिकल बैकग्राउंड सेट करती। ये सब सुनते हुए वूचैन मनी मन सोचने लगा, शियान नैनमिंग बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में पली बड़ी है। शियान फैमिली एक्टिंग और डायरेक्टिंग दोनों में टॉप लेवल पर है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो रोल के अंदर बहुत आसानी से घुस जाती है, लेकिन उस रोल से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कैरेक्टर में इतनी डूब जाती है कि रियलिटी और एक्टिंग का फर्क भूल जाती है। तभी शियान नैनमिंग ने पास रखी स्वॉर्ड उठा ली और बिना किसी वार्निंग के रिबेल का रोल कर रहे एक्टर की पीठ पर जोर से वार कर दिया। वो जोर से गरजी, प्रिंसेस की बेइज्जती हो चुकी है, उसका देश बर्बाद हो गया, उसका परिवार खत्म हो गया। अगर वो बदला ही ना ले तो फिर इस सब का क्या मतलब है? ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। वो धीरे से बोली, उसे बदले के रास्ते पर चलना होगा, अपनी बेइज्जती का बदला लेना होगा। प्रिंसेस का दिल और दिमाग दोनों टूट चुके हैं, उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। उस जमाने के हिसाब से उसकी किस्मत में सिर्फ मौत ही बची है। ये कहकर उसने तलवार अपनी गर्दन की तरफ उठा ली। जैसी वो खुद को मारने वाली थी, शावी डर के मारे जोर से चीख उठी। बाओ शियानुई भी दौड़ता हुआ उसकी तरफ भागा। अरे सेकंड सिस्टर फिर से रोल में इतनी डूब गई, मुझे इसे रोकना होगा। वूचैन ने भी तुरंत सिचुएशन समझ ली। उसने मनी मन सोचा, अभी एक्टर को चोट पहुंचाई और अब खुद को भी मारने जा रही है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन सच में किसी की जान चली जाएगी। इसी पल वूचैन ने टाइम स्पेस रीइंकार्नेशन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। समय तुरंत पीछे चला गया, सब कुछ वापस उसी पल पर आ गया जब शियान नैनमिंग बस रोल में घुसना शुरू ही कर रही थी। वो फिर से वही बात बोलने लगी, अगर मेरी सच्ची राय चाहो तो मुझे लगता है ये सीन कन्विंसिंग नहीं है और प्लॉट हिस्टोरिकल फैक्ट से मैच नहीं करता। अगर डिजाइन करना है तो पहले। लेकिन इस बार उसके तलवार पकड़ने से पहले वूचैन तेजी से उसके पास पहुंच गया। उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बहुत ही प्यार भरी अंदाज में बोला, सेकंड मिस शियांग। साथ ही उसने एक हाथ से उसकी कमर को संभाला और दूसरी हाथ से उसका हाथ मजबूती से पकड़े रखा। फिर मुस्कुरा कर बोला, मुझे लगता है अगर हम आपके डिजाइन आइडियाज पर कहीं आराम से बैठकर धीरे धीरे डिस्कशन करें तो शायद और भी अच्छा रहेगा। ये देखकर शियान नैनमिंग एकदम सन्न रह गई। वो बस वूचैन को देखती रह गई, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। 5वीं फ्लोर पर अपने प्राइवेट ऑफिस में शियांग नैनमिन को ले जाने के बाद वूचैन ने वाइन कैबिनेट से शैंपेन की बोतल निकाली ताकि दोनों आराम से एंजॉय कर सके। थोड़ी देर नॉर्मल बातें करने के बाद उसने कहा, यहाँ कोई और नहीं है सेकंड मिस, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। तुम हांगकांग सिर्फ मजे करने आई हो, अगर तुम्हें खेलना है तो मैं तुम्हारे साथ सच में इंटरेस्टिंग गेम्स खेलूंगा। शियान नैनमिंग ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मेरे बारे में इतना सब मत समझो जैसे तुम मेरी हर पसंद जानते हो। वूचैन ने वही फ्लर्टिंग स्किल्स यूज की जो उसने अपनी कई वाइफ्स को इम्प्रेस करने के लिए सीखी थी। मैं तुम्हें उतना ही नहीं बल्कि तुम खुद से भी ज्यादा अच्छी तरह से समझता हूँ। सेकंड मिस, हिम्मत है तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा पास्ट बताऊं। शियान नैनमिंग उत्सुक होकर उसकी तरफ देखने लगी। ठीक है बताओ, देखते हैं लोग और क्या क्या गॉसिप करते हैं। वूचैन ने बोलना शुरू किया। सेकंड में शियान बचपन से एक रेयर जीनियस थी। सिर्फ 3rd ग्रेड में जूनियर हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दिया और पूरे शहर में फर्स्ट रैंक लाई। सब उसे कंट्री में एक बार पैदा होने वाली जीनियस कहते थे। 16 साल की उम्र में पीकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। 19 साल की उम्र में कैम्ब्रिज चली गई। 23 साल की उम्र में साइंटिस्ट बनने का फैसला किया और डॉक्टरेट करने वाली थी। लेकिन उसके फादर जो कंपनी के डायरेक्टर थे अचानक बीमार पड़ गए, इसलिए उसके ग्रैंडफादर उसे वापस ले आए ताकि वो फैमिली की फिल्म्स बिजनेस को संभाले। सेकंड मिस ने खुद डायरेक्शन भी की और एक्टिंग भी। सबको हैरान हुई जब उसकी फिल्म में इतनी सक्सेसफुल हुई कि उन्हें ऑस्कर अवार्ड तक मिल गया। एक ही झटके में वो फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री की राइजिंग स्टार बन गई। उसके बाद चाहे सेकंड मिस कुछ भी करती, चाहे बस घर पर लेटी रहती या बिना वजह रोड का कोई रैंडम सीन शूट कर लेती, मीडिया उसकी तारीफ करते नहीं थकता था। सब कहते थे उसकी एक्टिंग कमाल की और उसकी डायरेक्शन मास्टरपीस है।
शियान एनमिंग ने बेपरवाही से कहा, बस ये तो पुरानी बात है, हर जगह मिल जाती है, इन्हें दोबारा बोलने की क्या जरूरत थी। वूचैन मुस्कुराई, इतनी जल्दी मत करो, जो मैंने अभी बताया वो सेकंड मिस की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद तुम फिल्म इंडस्ट्री से बोर हो गई, काम में इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर तुम एक्साइटमेंट ढूंढने लगी। तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन तुमने और सेक्रेटरी ने साथ मिलकर इंसानी शरीर के बारे में स्टडी की थी। हालांकि जब तुम्हारा पागलपन सामने आया तो सेक्रेटरी उस मानसिक दबाव को झेल नहीं पाया और कभी खड़ा नहीं हो पाया। वूचैन ने आगे कहा, एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने आप को देने के लिए तैयार थी, लेकिन सामने वाले पर कोई असर ही नहीं हुआ। उस इंसिडेंट के बाद तुम्हारे लिए एक्साइटमेंट और खुशी महसूस करना बहुत मुश्किल हो गया। ये सब चीजें इंटरनेट पर तो नहीं मिलती है ना। ये पहली बात सुनते ही शियान एनमिंग के हाथ से वाइन का मजा ही चला गया। वूचैन ने फिर उसके बारे में दूसरी बात बतानी शुरू की। सेकंड मिस लगभग 1 साल तक जिंदा लाश की तरह जीती रही। बाद में एक प्रोफेशनल प्लेयर के थ्रू उसका इंट्रोडक्शन गैम्बलिंग की दुनिया से हुआ। सेकंड मिस अपने साथ 13 मिलियन लेकर गई और धीरे धीरे उससे 700 मिलियन बना दिए। पहले तुम हमेशा फैमिली के इन्फ्लुएंस पर डिपेंड करती थी, लेकिन गैम्बलिंग पहली बार थी जब तुमने अपनी मेहनत से इतना बड़ा पैसा जीता। काफी वक्त बाद तुम्हें फिर से एक्साइटमेंट महसूस हुई। तुम्हें लगा कि तुम दुनिया की पहली फीमेल गैम्बलिंग गॉड बन जाओगी। फिर तुम दुनिया के हर बड़े कसिनोज में गई। सिर्फ आधे साल में ही 30 बिलियन जीत गए। हर जगह तुम्हारी ही चर्चा थी। लेकिन अच्छा वक्त ज्यादा देर नहीं टिकता। अगले आधे साल में तुम्हारी किस्मत साथ छोड़ गई। तुमने 100 बिलियन से भी ज्यादा हार दिया। मिस्टर जियांग को तुम्हारे पूरे दुनिया भर के कर्ज चुकाने के लिए फैमिली की आधी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। उसके बाद तुम्हें नॉर्थ अमेरिका की एक बड़ी विला में नजरबंद कर दिया गया। सेकंड में क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये सुनने के बाद उसके चेहरे की शक्ल बिल्कुल सिकुड़ गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, लगता है तुम पूरी तैयारी करके आए हो, लेकिन ये पुरानी कहानियां सुनाकर ये मत सोच लेना कि कल वाले आर्टिकल के लिए तुमसे माफी मांग लूंगी। वूचैन फूल की तरह मुस्कुराया। मुझे पता है सेकंड मिस बंद होकर बहुत बोर हो चुकी है और फैमिली के कहने पर ही हांगकांग आई है थोड़ा मजा करने को। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये मजा मेरे एम्प्लॉइज तक ना पहुँच जाए। अगर तुम्हें खेलना ही है तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसने वूचैन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, तुम तो इतने कमजोर लगते हो, तुम्हें आखिर आता ही क्या है? वूचैन ने अपनी जेब से लेरुबिंग की लॉलीपॉप निकाली और बोला, तुम्हें एक्साइटमेंट चाहिए ना, तो चलो सबसे एक्साइटिंग गेम खेलते हैं, रशियन रूलेट। सेकंड मिस को इसका रूल तो पता ही होगा। शियान एनमिंग लॉलीपॉप हाथ में लेकर हंसी। बस इतना ही, ये बच्चों वाले गेम्स मेरे सामने मत लाओ। अपनी तेज नजर और जबरदस्त जजमेंट के साथ उसने कॉन्फिडेंस से कहा, अगर हम सच में ये गेम खेलते तो हम दोनों के पास 50% चांस होगा लॉलीपॉप चलाने का। तुम अपनी जान मेरे साथ दांव पर कभी नहीं लगाओगे और ना ही तुम मुझे मरने दोगे, इसलिए मुझे पूरा यकीन है इस लॉलीपॉप में कोई छोटी लॉलीपॉप नहीं है। वूचैन ने लंबी सांस भरी और ड्रामा करते हुए बोला, हाय सेकंड मिस ने तो मुझे पूरी तरह से समझ लिया। लगता है मैं तुमसे पूरी तरह हार गया। वो उदास चेहरे के साथ खिड़की के बाहर देखने लगा। लगता है मैं बहुत ही बेकार डायरेक्टर हूँ और मेरी प्लानिंग भी बिल्कुल बकवास है। फिर अचानक उसने खिड़की जोर से खोल दी और बाहर चढ़ने लगा। मेरी मूवीज वैसे भी सेकंड मिस के हाथों बर्बाद होने वाली है। मेरा सारा इन्वेस्टमेंट पानी में चला जाएगा। फिर ली फैमिली भी मुझे निकाल देगी और डिंगलोंग को तो बस इसी मौके का इंतजार होगा मुझे खत्म करने का। इतनी बेइज्जती सहने से अच्छा है कि मैं खुद ही कूद जाऊं। उसे देखकर लगा जैसे कोई फुटबॉल होलीगन की एक्टिंग करते हुए सच में जान देने जा रहा है। शियान एनमिंग के दिमाग में तुरंत ख्याल आया, ये बंदा इतना कमजोर है, ये सच में खिड़की से कूदने वाला है। मैं तो बस थोड़ा मजाक करने आई थी, अगर यहाँ मर्डर हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। वो घबरा कर उसकी तरफ दौड़ी। अरे रुक जाओ, आराम से बात करते हैं, ऐसा पागलपन वाले ख्याल मत लाओ। जैसे ही वूचैन ने उसे अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा, उसने मौका देखते उसे मजबूती से पकड़ लिया। शियान एनमिंग एकदम कंफ्यूज हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हो रहा है। अगले ही पल वूचैन खिड़की के बाहर की तरफ झुक गया और उसे भी अपने साथ खींच लिया। यह सुनती है शियान एनमिंग का चेहरा दर्द से सफेद पड़ गया। क्या ये मुझे भी अपने साथ गिराने वाला है? मैं मर जाऊंगी। वो डर के मारे पीछे हटने लगी और जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं। दूसरी तरफ एन यांग मुस्कुराते हुए बोली, जाल बिछाकर रबर बैंड वाला स्टंट सिर्फ 2 मिनट्स में तैयार हो गया। सेटअप भी बिल्कुल परफेक्ट था। लोगों के साथ ऐसा प्रैंक करना सच में बहुत ही शैतानी बात है, लेकिन देखने में काफी मजा भी आ रहा है। इधर वूचैन और शियान एनमिंग दोनों एक साथ नीचे गिरे, लेकिन नीचे पहले से ही वूचैन ने एक बहुत बड़ा इन्फ्लेटेबल सेफ्टी कुशन तैयार करवा रखा था। शियान एनमिंग ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना अचानक और खतरनाक प्रैंक एक्सपीरियंस किया था। वो सच में बुरी तरह घबरा गई, लेकिन साथ ही इस बात की खुशी भी थी कि वो जिंदा है। वूचैन अब भी उसकी भावों में था। उसने धीरे से उसके कान के पास झुककर कहा, सेकंड मिस मुझे तो नहीं लगता तुम डर के मारे अपने कपड़े खराब किए हैं, लेकिन नीचे काफी गीला लग रहा है, जाकर कपड़े चेंज कर लो। यही था एक चालाक यंग मास्टर का असली अंदाज। किसी लड़की को इतना डरा दो, कौन शांत रह पाएगा। जब वूचैन ने देखा कि वो गुस्से में उसे छुड़ाकर दूर जाने की कोशिश कर रही है, तो उसने कहा, सेकंड मिस पहले जाकर कपड़े बदल लो। शियान एनमिंग ने उसे एक ठंडी और गुस्से भरी नजर से देखा, फिर बिना कुछ कहे बस गुस्से में हुफ करते हुए वहां से चली गई। बाओ शिन्युई दौड़ते हुए आया, भाई वो जब सिस्टर शियांग ऐसा एक्सप्रेशन बनाती है ना तब बहुत खतरनाक लगती है। लगता है बाद में मेरी बुरी तरह वाट लगने वाली है, तुमने अभी थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। वूचैन बिल्कुल शांत था। कोई बात नहीं यंग मास्टर वाओ, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आज रात तुम्हें मेरे साथ ओवरटाइम करना पड़ेगा। नए शो के पहले एपिसोड का पोस्ट प्रोडक्शन फिनिश करना है, जल्दी से कैपिटल वापस भेजना होगा।
अगली सुबह वूचन सैंपल लेकर चिंगी के पास गया। थर्ड मिस, ये हमारे नए ड्रामा का सैंपल एपिसोड है, जरा देख लीजिए। लेकिन उसने जैसे ही चिंगी का चेहरा देखा उसके दिमाग में ख्याल आया, थर्ड मिस की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मेकअप के बाद भी उसके चेहरे की सफेदी और कमजोरी छुप नहीं रही थी। उसने एपिसोड देखते हुए कहा, यह ड्रामा काफी हाई क्वालिटी का है, मैं कल ही इसका सैंपल रेलेवेंट लीडर्स को भेज दूंगी। सैटेलाइट टीवी के साथ सिंक्रोनाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वूचन तुरंत अदब से बोला, ठीक है थर्ड मिस, प्लीज थोड़ी चाय लीजिए। लेकिन जैसे ही चिंगी ने एक घूंट लिया उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और लगातार खांसने लगी। वूचन ध्यान से देखते हुए सोचने लगा, थर्ड मिस को पानी निकलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। चिंगी ने कप वापस रखते हुए कहा, मेरा वू रैंक के साथ कोऑर्डिनेशन काफी स्मूथली चल रहा है, प्रोसेस आधा से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है, बस तुम ड्रामा की शूटिंग टाइम पर खत्म कर देना। ये कहकर वो खड़ी हो गई और बोली, मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं चलती हूँ। लेकिन खड़े होते उसका सिर बुरी तरह घूमने लगा, वो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पाई। ये देखते ही वूचन तुरंत आगे बढ़ा और उसे संभाल लिया। थर्ड मिस संभाल कर। उसने आराम से उसे वापस बिठा दिया, पहले बैठ जाइए। इतनी नजदीकी से चिंगी बहुत शर्मा गई। उसने नजरें चुराते हुए कहा, शायद पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा काम कर रही हो, बस थोड़ी थकान है। वूचन ने शांत आवाज में कहा, सिर्फ कुछ ही मिनट में मैंने देखा आपको पानी निकलने में दिक्कत हुई, चाय पीते वक्त जोर की खांसी और आप ठीक से चल भी नहीं पा रही। एक बार पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ थर्ड मिस, क्या आपको बार बार उल्टी जैसी फीलिंग होती है? चिंगी थोड़ी हैरान हो गई, क्यों? हाँ, लगता है जो सिम्टम्स तुमने बताए वो सब मुझ में है। फिर वूचन ने ध्यान से उसके कोलोसल ट्विन टावर्स को देखा और पूछा, तो क्या आपको लैक्टेशन संबंधी कोई समस्या है? चिंगी का चेहरा तुरंत टमाटर की तरह लाल हो गया, तुम्हें ये कैसे पता? वूचन ने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, थर्ड मिस आप बीमार है, आपको तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल में पूरा चेकअप करवाना चाहिए और अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना होगा। मेरी सलाह है कि अगर हो सके तो ट्रीटमेंट के लिए किसी फॉरेन हॉस्पिटल में जाइए। अगर इस वक्त आपकी कंडीशन सबके सामने आ गई तो अब तक की गई बहुत सी मेहनत बेकार हो सकती है। उसने तुरंत मामा टुको को फोन लगाया, टुको मेरी तरफ से टोक्यो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से कांटेक्ट करवा दो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, वूचन अगर चीफ फिजिशियन चाहिए तो सबसे जल्दी अपॉइंटमेंट 2 दिन बाद मिलेगी। वूचन ने बिना सोचे जवाब दिया, 2 दिन ही सही, फिर परसों मिलते हैं। 2 दिन बाद वूचन तुरंत चिंगी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा, पेशेंट की कंडीशन एक्सेसिव रेडिएशन की वजह से हुई है, इससे ब्रेन के अंदर ट्यूमर बन गया है, जितनी जल्दी हो सके सर्जरी करनी होगी। थोड़ी देर बाद रूम में वूचन ने पूछा, थर्ड मिस क्या आपकी फैमिली में किसी को ऐसी कोई बीमारी रही है या पिछले कुछ सालों में आपने कोई रेडियोथेरेपी करवाई थी? चिंगी ने सिर हिला दिया, मेरी फैमिली में ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है और मैंने कभी रेडियोथेरेपी भी नहीं करवाई। हाँ, आधा साल पहले मेरी डेंटल सर्जरी हुई थी, उस वक्त काफी टेस्ट भी हुए थे। ये सुनते ही वूचन थोड़ा हैरान हुआ, प्लीज मुझे उस सर्जरी के बारे में डिटेल्स में बताइए। चिंगी थोड़ी झिझकते हुए बोली, सच कहूँ तो ये बात बताना थोड़ी मुश्किल है। वूचन ने सीरियस होकर कहा, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर है थर्ड मिस, मुझे उम्मीद है आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएंगी। चिंगी धीरे धीरे पुरानी बात बताने लगी, एक बार मैं मजे करते करते बेहोश हो गई थी। उस वक्त हमारे घर का नया बटलर बहुत ही बेशर्म निकला और उस वक्त उसने मेरा एडवांटेज लिया। जब मुझे होश आया तो मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। मैं इतनी गुस्से में थी कि मैंने तुरंत उसे बुरी तरह सजा दी, लेकिन वो भी आदमी था, उसने पलटकर मुझ पर हमला किया और मेरा एक दांत तोड़ दिया। इतना सुनते ही वूचन ने तुरंत कहा, ठीक है अब मुझे समझ आ गया। थर्ड मिस उस वक्त जिस डेंटिस्ट के पास आप गई थी उसकी मेडिकल रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए। चिंगी ने हाँ में सिर हिला दिया, ठीक है। रिपोर्ट मिलते ही वूचन ने ध्यान से देखना शुरू किया। उस सर्जरी को डेंटिस्ट फैंग जिनियो ने परफॉर्म किया था। नाम देखते ही उसके दिमाग में कुछ चमका, ये नाम इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है, मुझे ध्यान से याद करना होगा। इसे भी चिंगी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वूचन मेरी बात ध्यान से सुनो, इस तरह की बड़ी सर्जरी में कोई भी डॉक्टर 100% सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता। टोक्यो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जैसा बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं। अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं बिना किसी पछतावे के जाना चाहती हूँ। वो धीरे से उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, अगर सर्जरी फेल हो गई तो मेरी तरफ से मेरे हस्बैंड का ख्याल रखना। तुम उसकी कैपेबिलिटी जानते हो, मेरे बिना वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन उसके मिडिल ईस्ट वाले प्लान्स, नया स्टार टीवी ड्रामा और बाकी सारे प्रोजेक्ट्स, अगर तुम उसकी मदद करोगे तो सब कुछ ट्रैक पर रहेगा। उसके साथ रहना असल में अपनी भी मदद करना होगा। वूचन हल्का सा मुस्कुराया, थर्ड मिस क्या आप बिना किसी स्वार्थ के अनंत बच्चों की देखभाल कर रही हैं? चिंगी भी हल्की सी मुस्कुराई, वो चाहे कितना भी शरारती हो लेकिन मेरी बात हमेशा मानता है। और तुम्हारी बात करे तो बहुत कम औरतें होंगी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस की तारीफ किए बिना रह सके। मैं भी उनमें से नहीं हूँ। शायद मैं थोड़ी लालची हूँ क्योंकि मैं सब कुछ पाना चाहती हूँ। लग रहा था चिंगी की शादी सिर्फ नाम की रह गई थी और उस रात लग्जरी अपार्टमेंट में प्यार भरी कराहें निकल रही थी। कुछ देर बाद दोनों बेड पर साथ बैठे हुए थे। वूचन ने कहा, वैसे मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल हो। और मुझे याद आ गया, ये डेंटिस्ट फैंग वू रैंक की स्कूल टाइम की क्लासमेट और सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी। चिंगी ने हैरानी से पूछा, इसका मतलब? वूचन ने समझाना शुरू किया, फैंग जिनियो भी एक बहुत खूबसूरत लड़की है। बचपन से ही वो वू रैंक की सबसे बड़ी राइवल थी, लेकिन वो कभी भी वू रैंक को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाई। बाद में वू रैंक को पता चल गया कि फैंग जिनियो उसके खिलाफ प्लानिंग कर रही है। आखिरकार दोनों अलग रास्ते पर चले पड़े।
फैंग जूनियर ने अपना खुद का सपोर्टर ढूंढ लिया ताकि वू रैंक का सामना कर सके। उसने लुई फैमिली की सेकंड मिस के साथ मिलकर हर काम में उसका सपोर्ट किया। मुझे लगता है ये पूरा मामला इतना सिंपल नहीं है, मैं जरूर इसकी सच्चाई तक पहुंचूंगा। अगर सर्जरी पूरी तरह सक्सेसफुल हो गई तो लग रहा था कि वूचन की हारा में एक और खूबसूरत लड़की शामिल हो सकती है। 2 दिन और बीत गए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल ऑपरेशन इन प्रोग्रेस वाली लाइट जल रही थी। बाहर सिर्फ वूचन और टुको इंतजार कर रहे थे। टुको ने तसल्ली देते हुए कहा, वूचन चीफ सर्जन यहाँ के सबसे बेस्ट सर्जन में से एक है। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारी दोस्त चिंगी की सर्जरी जरूर सक्सेसफुल होगी। वूचन ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, मुझे भी उम्मीद है सब कुछ ठीक रहे। तभी उसके फोन की रिंग बजी। कॉल उसकी प्यारी सिस्टर वू रैंक का था। उसने टुको की तरफ देखकर कहा, सॉरी टुको, तुम यही बैठो, मैं बाहर जाकर कॉल रिसीव करता हूँ। हॉलवे में जाकर उसने फोन उठाया। हेलो सिस्टर वू रैंक, क्या हुआ, अचानक फोन क्यों किया? फोन की दूसरी तरफ से बहुत गुस्से भरी आवाज आई, मुझे सब कुछ पता चल गया। तुमने उस औरत को मैसेज भेजा और 2 दिन बाद तुम फैंग यू से मिलने वाले हो। वूचन, दुनिया की किसी भी लड़की के पीछे जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन उसके पास बिल्कुल मत जाना, वो बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं अपने आदमी को उस औरत के पास जाने की इजाजत नहीं दूंगी। अपनी प्यारी सिस्टर की इतनी सख्त बात सुनने के बाद वूचन शांत आवाज में बोला, मेरी फैंग जूनियर में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तुम टेंशन मत लो। मैं सिर्फ इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। मुझे डर था कि तुम गलत समझ बैठोगी, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें पहले ही सब बता दिया। ये बात सुनने के बाद वू रैंक थोड़ी सोचने लगी। उसे लगा वूचन की बात में दम तो है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि वूचन ने पहले ही बात काट दी। टेंशन मत लो सिस्टर वू रैंक, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी यहाँ मुझे कुछ जरूरी काम है, बाद में बात करते हैं। ये कहकर उसने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। टुको तुरंत उनके पास गई। डॉक्टर, सर्जरी कैसे रही? डॉक्टर मुस्कुराए, सब कुछ सक्सेसफुल रहा, पेशेंट सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगी। यह सुनते ही वूचन ने चैन की सांस ली। फिर उसने टुको से कहा, टुको इन कुछ दिनों तक मेरी दोस्त का ख्याल रखना, तुम्हें तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। टुको ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वूचन मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, हर चीज प्रॉपरली अरेंज कर दूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वूचन उस वक्त बहुत खुश हुआ। उसने पूरी सिंसेरिटी से टुको का हाथ पकड़ा और बोला, हमारे बीच का रिश्ता तुम्हारे नाम की तरह ही सच्चा है टुको, इसलिए हम एक दूसरे के साथ हमेशा दिल से पेश आ सकते हैं। ये एक्सप्रेशन टुको ने पहली बार वूचन के चेहरे पर देखा था। वो वही खड़ी रह गई। वूचन मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर वहां से चला गया, लेकिन टुको कुछ बोल ही नहीं पाई। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में ये सिर्फ सिंसेरिटी थी या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ? शायद यही मेरा एक तरफा प्यार है। फिर सीन चेंज हुआ। एक दिन बाद बीजिंग में वूचन आराम से चाय पीते हुए आईपैड पर एक वीडियो देख रहा था। वीडियो के अंदर लुई फैमिली की सेकंड मिस और उसके नए शादीशुदा हस्बैंड के बीच जोर जोर की बहस चल रही थी। आदमी गुस्से में चिल्लाए, 3 दिन हो गए, बुड्ढा हर रोज पूछ रहा है, अगर तुमने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो चाहे मिडिल ईस्ट का प्रोजेक्ट छोड़ना पड़े, वो वापस आकर जरूर हंगामा करेगा। सेकंड मिस ने कंधे उचका दिया, तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं करेगा तो तुम ही कर लेना। आदमी और गुस्से में बोला, हमारे बीच छोटी मोटी नोकझोंक तो हमेशा होती रहती है, लेकिन अगर लुई फैमिली का थर्ड यंग मास्टर अपनी वाइफ की वजह से सच में हमारे खिलाफ जंग छेड़ दे तो लुई फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, पूरा घर बिखर जाएगा, उसके बाद हमें कौन इज्जत देगा? सेकंड मिस ने बेपरवाही से कहा, सच कहूं मुझे बिल्कुल नहीं पता वो इस बार कहाँ गई है, इस बार मेरा कोई लेना देना नहीं। ये सब देखकर वूचन ने धीरे से सांस छोड़ी। मैं सोचता था थर्ड यंग मास्टर एक सीधा साधा आदमी है, वो ज्यादा रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन लगता है इस बार उसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। मेरा मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज में है, अब वो इसमें कोई दिक्कत नहीं डाल सकता। उसने तुरंत फोन निकाला और एन योंग को कॉल किया। हेलो मेरी प्यारे सिस, मैंने जो फोटो भेजी है वो लुई फैमिली की थर्ड यंग मिस की है। उस फोटो को हांगकांग में टीवी ड्रामा की शूटिंग सुपरवाइज करते हुए उसके वीडियो के साथ एडिट करके कंबाइन कर दो, मुझे उसकी जरूरत है। एन योंग तुरंत शिकायत करने लगी, फिर से काम? तुमने कहा था मुझे घूमने ले जाओगे, लेकिन पिछले 3 दिन से बस पोस्ट प्रोडक्शन ही करवा रहे हो। वूचन हंसा, पहले जो बोला है वो कर दो, उसके बाद तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। एन योंग ने शक भरी नजर से कहा, ठीक है, लेकिन इस बार झूठ मत बोलना। वूचन मनी मन सोचने लगा, थोड़ी देर में थर्ड मैडम का एडिटेड वीडियो मिडिल ईस्ट भेज दिया जाएगा। उम्मीद है उसके बाद थर्ड यंग मास्टर कोई और हंगामा नहीं करेगा। उसके बाद उसने फेंग जूनियर की इन्फॉर्मेशन देखनी शुरू की। स्क्रीन पर उसका प्रोफाइल दिख रहा था, तेज नजर, बिल्कुल स्टेबल ब्रीदिंग, काफी इंप्रेसिव। क्लिनिक रोज सुबह 9:30 बजे खुलता है और शाम 6:30 बजे बंद होता है। सबसे अजीब बात, सारे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव नहीं होती, हर रिकॉर्ड सिर्फ हाथ से लिखा जाता है। आज के मॉडर्न जमाने में ऐसा करना बिल्कुल अनयूजुअल है, जहाँ कुछ अजीब होता है वही कोई राज छुपा होता है। उसी शाम क्लिनिक बंद होने के बाद वूचन पूरे काले कपड़ों में छुपकर अंदर घुस आया। उसने सोचा, मुझे नहीं पता तुम क्या छुपा रही हो, लेकिन आज मैं सब कुछ जानकर ही रहूंगा। उसने पूरा क्लिनिक छान मारा, लेकिन उसे सिर्फ मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट की परचेस और यूसेज रिकॉर्ड ही मिली। पेशेंट्स की लिस्ट या उनकी इलनेस की डिटेल्स कहीं भी नहीं थी। अपने एक्सपीरियंस के भरोसे वो हर कोने को ध्यान से देखने लगा। आखिर उसकी नजर फ्लावर वेस्ट पर पड़ी। उसने वेस्ट को हल्का सा घुमाया। अगली पल दीवार के अंदर छुपा हुआ एक सीक्रेट सेफ सामने आया। पासवर्ड लॉक खोलने के बाद जैसे ही वो अंदर रखे डॉक्यूमेंट्स निकालने वाला था, अचानक एक जहरीला सांप बाहर उछल कर आया और उसकी गर्दन पर काट लिया।
चाहे वुचैन कितना भी स्मार्ट और पावरफुल क्यों ना हो, इस ट्रैप का अंदाजा वो भी नहीं लगा पाया। वो तुरंत जमीन पर बैठ गया और अपनी गर्दन पकड़ ली। था जहरीला सांप। बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी जगह पर मुझे ऐसी गलती हो जाएगी। तभी फैंग जिन्यू वहाँ आ पहुंचे। उसने गुस्से से फाइल वापस छीन ली और तेज आवाज में पूछा, तुम कौन और मेरे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वुचैन ने हल्का सा चक्कर खाते हुए सोचा, जहर पूरे शरीर में फैलने में अभी लगभग 15 मिनट बाकी हैं। जब तक ये यहाँ आए तब तक मुझे जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। उसने सीधा पूछा, लुई फैमिली की थर्ड यंग मिस के ब्रेन में जो एक्सेसिव रेडिएशन की वजह से ट्यूमर हुआ है, क्या उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है? फैंग जिन्यू ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, तो अगर है भी तो? अगर वो मेरे हाथ ना लगती तो कहीं और मर जाती। वैसे भी हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है, तो बेहतर है वो मेरे हाथों मरे और मेरी सक्सेस की सीढ़ी बन जाए। वुचैन हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपना मास्क उतार दिया और बोला, तो बताओ कितनी और सीढ़ियां चाहिए तुम्हें ताकि तुम वुरैंग का सामना कर सको? ये नाम सुनते फैंग जिन्यू का चेहरा बदल गया। तुम आखिर कौन हो? वुचैन शांत रहकर बोला, लुई फैमिली की सेकेंड यंग मिस कई सालों से तुम्हारी सपोर्टर रही है। उसकी वजह से तुम हाई सोसाइटी के सर्कल्स में घुस गई, लेकिन फिर भी तुम और वुरैंग के बीच का गैप कभी कम नहीं हुआ। जब तुम्हें समझ आ गया कि तुम उसे कभी पार नहीं कर पाओगी, तब तुमने उसे ही खत्म करने का प्लान बना लिया। फैंग जिन्यू हल्की सी मुस्कुराई। लगता है तुमने अभी तक अंदर वाली फाइल पढ़ी ही नहीं। क्या तुम बस मुझे बातों में फंसाकर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो? वुचैन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, फैंग जिन्यू मैं तुम्हारा पूरा पास जानता हूँ। तुम जो प्लान कर रहे हो वो भी मुझसे छुप नहीं सकता। तुम और वुरैंग दोनों ही बचपन से बहुत खूबसूरत थी। प्राइमरी और मिडिल स्कूल में तुम दोनों ही सबके अट्रैक्शन का सेंटर हुआ करती थी, लेकिन एक को लोग उसके बड़े फिगर की वजह से चिढ़ाते थे और दूसरी को उसके छोटे फिगर की वजह से। फिर हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी आई। वुरैंग धीरे धीरे स्कूल ब्यूटी से बढ़कर डोंगा की सबसे खूबसूरत औरत बन गई और तुम धीरे धीरे लोगों की यादों से गायब होने लगी। तुम सिर्फ वुरैंग का शैडो बनकर रह गई। उस दिन से तुमने उसे दिल ही दिल में कम्पीट करना शुरू कर दिया। वो अपनी शादी में खुश नहीं थी। तुमने सोचा तुम परफेक्ट हस्बैंड ढूंढकर उसे हरा दोगी। फिर वुरैंग ने अपने हस्बैंड को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसके बाद टेस्ट ट्यूब के जरिए उसका बच्चा पैदा हुआ। वो बिजनेस वर्ल्ड की ब्लैक विडो बन गई, लेकिन लोगों की नजर में वो फिर भी परफेक्ट ही रही। तुम हर बार उसका नाम सोचकर अंदर ही अंदर जलती रही। कुछ ही वक्त बाद तुम प्रेग्नेंट हुई, लेकिन तुम्हारी शादी भी टूटने लगी। एक तूफानी रात तुम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उस दौरान तुम सीढ़ियों से गिर गए और तुम्हारा बच्चा नहीं बच सका। सबसे बुरी बात, उस दिन के बाद तुम कभी भी मां नहीं बन सकी। उस पल से तुम्हारी वुरैंग के लिए नफरत अपनी हद पार कर गई। तुम पागलपन की हद तक उसे बर्बाद करना चाहती थी। तुमने उसके लिए जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भेजा था, उसका असली मकसद उसकी स्किन को खराब करना था, ताकि डोंगाई की सबसे खूबसूरत औरत का टाइटल उसे छीन लो। लेकिन तुम्हारा प्लान फेल हो गया और उस दिन के बाद तुम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। फैंग जिन्यू ने शांत लहजे में कहा, जो कुछ तुमने कहा वो सब बिल्कुल सही है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी असली प्लानिंग जानते हो? कुछ ही मिनट बाद तुम एक लाश बन चुके होगे। उसके बाद मैं आराम से तुम्हारी आइडेंटिटी भी पता कर लूंगी, और अगर तुमने मेरा कोई सीक्रेट भी जान लिया है तो मैं तुम्हारे सारे निशान मिटा दूंगी। मेरा प्लान आधा पूरा हो चुका है। मैं उसे किसी भी हालत में फेल नहीं होने दूंगी। यह कहकर उसने एक भरोसेमंद मुस्कान दी। वुचैन ने मनी मन सोचा, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज है। चाहे मेरी सोच गलत भी निकले, मैं जल्दी पूरी सच्चाई तक पहुंच जाऊंगा। अगली पल उसकी आंखों का रंग बदल गया। स्पेस टाइम सिस्टम एक्टिवेट हुआ और वक्त रिसेट होकर रात के 8:30 पर आ गया। इस बार वुचैन पूरी तैयारी के साथ क्लिनिक में घुसा। उसने सबसे पहले जहरीले सांप को खत्म किया, फिर सीधा सेफ खोला और अंदर रखी मेडिकल फाइल्स निकाल ली। देखते हैं इसके अंदर कौन सा राज छुपा है। उसने फाइल खोली। उसमें थर्ड यंग मिस की डेंटल एग्जामिनेशन के रिकॉर्ड थे। साथ ही एक सुपर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जिक्र था, जिससे हर फॉलो अप एग्जामिनेशन के दौरान धीरे धीरे ज्यादा पावर पर यूज किया गया था। वुचैन की आंखें चमक उठी। अब देखते हैं क्या और भी कोई इस तरह का शिकार बना है। कुछ ही देर में उसे 5 और लोगों के रिकॉर्ड्स मिल गए। वुचैन धीरे से मुस्कुराया। बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था, इन 5 लोगों के साथ भी बिल्कुल वही किया गया है। उसने तुरंत सोचा, क्या इन सबको भी थर्ड यंग मिस की तरह ब्रेन ट्यूमर हुआ होगा? हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक करने पड़ेंगे। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल डाटा हैक करके देखते ही वो हैरान रह गया। 5 पेशेंट्स को भी एक्सेसिव रेडिएशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर हुआ था। वुचैन ने गहरी सांस ली। इन मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ फैंग जिन्यू बिना कोई सबूत छोड़े किसी को भी मार सकती है, लेकिन एक बात अभी भी उसे परेशान कर रही थी। अब तक उसे समझ नहीं आया कि फैंग जिन्यू का असली टारगेट कौन है। फिर उसने अगला पेज खोला। उस पर एक लड़की का मेडिकल रिकॉर्ड था, वोंग शाओ में। ये नाम देखते ही वुचैन चौंक गया। वोंग शाओ में सिर्फ टीथ क्लीनिंग और ओरल केयर। 1 मिनट, क्या ये शुआन शुआन की बेस्ट फ्रेंड नहीं है? कहीं क्या मुझे इन सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ जोड़ना होगा? जितना वुचैन जानता था, वोंग फैमिली और फैंग फैमिली पहले पड़ोसी हुआ करते थे। दोनों फैमिलीज के बीच काफी अच्छे संबंध थे। वोंग शाओ में तो फैंग जिन्यू को अपनी गॉड मदर तक मानती थी, लेकिन फैंग जिन्यू के डिवोर्स के बाद दोनों फैमिलीज का कांटेक्ट टूट गया। फिर जब वोंग शाओ में यूनिवर्सिटी के लिए बीजिंग आई, तब जाकर उसका फैंग जिन्यू से दोबारा कनेक्शन बना।
वांग शाओमे ने एक दिन अपनी गॉड मदर से शिकायत की, शुआन शुआन अब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इतना ज्यादा टाइम प्रैक्टिस करती है कि हमारी दोस्ती धीरे धीरे कम हो गई है। ये सुनने के बाद जो फैंग जिन्यू पहले कभी इन बातों की परवाह नहीं करती थी, उसने अपने पैसों से वांग शाओमे के घर में बिल्कुल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जैसा एक कैरियोके रूम बनवा दिया। बाद में वांग शाओमे ने फैंग जिन्यू को एक और फोटो भेजी। उस फोटो में वो शुआन शुआन के साथ मुस्कुरा रही थी। उसने मैसेज लिखा, अब घर में कैरियोके रूम भी बन गया है, शुआन शुआन मेरे घर आकर प्रैक्टिस कर सकती है, हम पहले की तरह हमेशा साथ रहेंगे, ये सब मेरी प्यारी गॉड मदर की वजह से हुआ। वूचैन धीरे से बोल पड़ा, मतलब जिस पल फैंग जिन्यू ने शुआन शुआन को देखा उसने तुरंत पहचान लिया कि वो वू रैंग की बेटी है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और वांग शाओमे के कैरियोके रूम का बार बार यूज हुआ तो शुआन शुआन को भी एक्सेसिव रेडिएशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर हो सकता था। मुझे एक बार और कंफर्म करना होगा कि कैरियोके रूम कब बनाया गया था। उसने रिकॉर्ड्स दोबारा चेक किए जैसे उसने सोचा था। फैंग जिन्यू ने वो कैरियोके रूम तब बनवाया था जब थर्ड यंग मिस और बाकी 5 लोग पहले ही उसके शिकार बन चुके थे। वूचैन ने गहरी सांस ली। सिर्फ वू रैंग से बदला लेने के लिए यह औरत शुआन शुआन को भी मारने से नहीं हिचकी। यहाँ तक कि उसने अपनी गॉड डॉटर का भी इस्तेमाल कर लिया। अब बस फैंग जिन्यू के वापस आने का इंतजार है। सिर्फ 2 मिनट बाद रूम का दरवाजा खुला। जैसे ही फैंग जिन्यू अंदर आए, पास छुप कर बैठे वूचैन ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। एक ही झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया। फैंग जिन्यू हैरानी से चिल्लाई, इम्पॉसिबल, तुम्हें सांप ने नहीं काटा। वूचैन ने ठंडे लहजे में कहा, मेरे पास बकवास करने का वक्त नहीं है। फिर सीन चेंज हुआ। आधे दिन बाद वूचैन अपने लोगों को लेकर वैंग शिया के रिकॉर्डिंग रूम पहुंच गया। सब लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके चेहरे देखकर लग रहा था जैसे कोई बड़ी रेड होने वाली हो। ये देखते वैंग शाओमे डर से चुप गई। शुआन शुआन ने हैरानी से पूछा, ब्रदर वू, आप ये सब क्या कर रहे हो? वूचैन ने तुरंत कहा, शुआन शुआन, गाने की प्रैक्टिस किसी और दिन कर लेना। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के घर का कैरियोके रूम अभी इसी वक्त तोड़ना पड़ेगा। वांग शाओमे तुरंत गुस्से में आ गई, सीनियर, आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। मेरे घर को तोड़ने का क्या हक है आपको? अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मैं ये बात यही खत्म नहीं होने दूंगी। वूचैन ने बिना कुछ कहे स्पीकर तोड़ दिया। अंदर से एक डिवाइस निकल आया। देखो, इस स्पीकर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छुपाया गया है। इस कैरियोके रूम की एक्सेसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन धीरे धीरे तुम दोनों को मार रही है। बाकी डिटेल्स बाद में बताऊंगा। अभी सबसे जरूरी बात यह है, तुम दोनों तुरंत हॉस्पिटल जाओ, फुल बॉडी चेकअप करो, बिल्कुल देर मत करो, जल्दी। थोड़ी देर बाद वूचैन ने दोनों लड़कियों को एम्बुलेंस में बिठा दिया। उसने डॉक्टर से कहा, जैसे ही रिपोर्ट्स आए मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। एम्बुलेंस जाते ही ये खबर सुनकर वू रैंग भी दौड़ती हुई वहाँ पहुँच गई। उसने घबरा कर पूछा, हे भगवान, यहाँ क्या हुआ है? वूचैन ने उसे गले लगाकर पूरी कहानी बता दी। कैसे फैंग जिन्यू ने थर्ड यंग मिस और दूसरे लोगों को टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाया और फिर वैंग शाओमे को यूज करके शुआन शुआन को मारने की प्लानिंग की। ये सब सुनते ही इतनी स्ट्रॉन्ग औरत होने के बाद भी वू रैंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से में दांत भींचकर कहा, वो औरत जानवरों से भी बदतर है। वूचैन ने शांत आवाज में कहा, मैंने उसे डोंगाई ले जाकर बंद कर दिया है। फिर उसी रात एक सुनसान जगह वू रैंग ने फैंग जिन्यू के गाल पर जोर का थप्पड़ मारा। तुम दरिंदी हो, इतने सालों बाद मुझे लगा था तुम पुरानी बातों को भूल चुकी होगी। फैंग जिन्यू ने सूझा हुआ चेहरा उठाया और ठंडी हंसी हंसी, भूल गई? तो तुम भी तो इतने सालों से मेरे पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ना। वू रैंग गुस्से में फिर से उसे मारने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोक दिया। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन, मैं तो बस। गुस्से की वजह से उसकी बात पूरी ही नहीं हो पाई। तब वूचैन ने बीच में कहा, सिस्टर वू रैंग, इससे ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है ये सब तब शुरू हुआ जब इसे थर्ड यंग मिस की बीमारी का पता चला। फैंग जिन्यू ने हार मानी हुई आवाज में कहा, एक बार जीती 2 बार हारी। अब जब मैं तुम्हारे हाथ लग गई हो तो कहने को कुछ नहीं बचा। बस एक अफसोस रहेगा, जब तुम अपनी बेटी को दफन करोगी वो मैं मंजर देख नहीं पाऊंगी। वू रैंग हैरान रह गई, मुझे समझ ही नहीं आता, तुम्हारा मिसकैरेज हुआ, फिर तुम्हारा डिवोर्स हुआ, लेकिन उस सब में मेरा क्या कसूर था? और तुम शुआन शुआन को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते थे? मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा था? फैंग जिन्यू ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं, मुझे भी समझाने की जरूरत नहीं, इस जिंदगी में बस ऐसा ही होता है। यह कहकर वो चुप हो गई। वू रैंग पलट कर चलने लगी। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, तुम सही कहती हो, अब ना वजह जानने का कोई मतलब है और ना ही नतीजे का। लेकिन जिस दिन तुमने शुआन शुआन पर हाथ उठाया उस दिन तुमने अपनी सजा भी तय कर ली। थोड़ी देर बाद फरारी के अंदर वूचैन ने वू रैंग के हाथ में एक छोटा सा स्विच रख दिया। ये लीजिए सिस्टर वू रैंग। वू रैंग सब समझ गए। उसने बिना कुछ कहे स्विच दबा दिया। उसी वक्त फैंग जिन्यू के पास रखे कंटेनर्स खुल गया। अंदर से बहुत सारे जहरीले सांप निकल आए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। लग रहा था ये वही सजा थी जो वूचैन ने उसकी बेशर्मी और जुल्म के लिए तैयार की थी। घर लौटने के बाद फैंग जिन्यू का मामला खत्म करने के बाद भी वू रैंग का मूड बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। उसने अपना माथा दबाते हुए कहा, बेबी मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा मन कर रहा है सब कुछ तोड़ फोड़ दूं। मुझे संभाल लो वरना मैं सच में अपना कंट्रोल खो दूंगी। थोड़ी देर बाद उसकी बात सुनकर वूचैन उसे रोकने के लिए बिस्तर पर पटक देता और कहता है, कोई बात नहीं सिस्टर वू रैंग, पहला मेरा सामना करो, बाकी सब बाद में देख लेंगे। सच कहो तो वूचैन को अच्छी तरह पता था कि किसी इमोशनल ब्रेकडाउन के एज पर खड़ी हुई औरत को कैसे शांत करना है। कुछ घंटों बाद सब कुछ नॉर्मल होने के बाद वूचैन ने देखा कि वू रैंग नहाने जा रही है। उसने मुस्कुरा कर पूछा, अब कैसा फील कर रही हो सिस्टर वू रैंग, सब ठीक है ना?
वूरैंग हल्की सी मुस्कुराई। ठीक है, मेरे छोटे हबी को भी थोड़ा रेस्ट करने दो, मैं पहले शावर लेकर आती हूँ। तभी वूचन की फोन की रिंग बजी। हॉस्पिटल से कॉल था। मिस्टर वू, रिपोर्ट्स आ गई है। शुआन चुआन की कंडीशन काफी अच्छी है, लेकिन वोंग शाओमे की रिपोर्ट थोड़ी सीरियस लग रही है। वूचन ने शांत होकर जवाब दिया, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर जो कहेंगे वही फॉलो करो। पूरा ट्रीटमेंट प्लान उनके हिसाब से ही चलेगा। फोन रखने के बाद उसके दिमाग में अपनी वाइफ का ख्याल आया। उसने मनी मन सोचा, मैं इतना ज्यादा बड़े बड़े फैमिलीज के मामले सुलझाने में लगा रहा कि लोगों के दिल में छुपी हुई अंधेरी सोच को ही इग्नोर कर दिया। फैंग जिन्नू जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी वाइफ के साथ। इस वक्त उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। तभी एन युआंग ने सीधा वूचन के कंप्यूटर में हैक करके कांटेक्ट किया। हे वूचन सुनो, गुइरुबो और बाओ शिनवान यहाँ सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे। उस तरफ मिस यांग आ गई है, अब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मूवी की शूटिंग रुक गई है। वूचन हैरान हो गया, क्या इतनी सीरियस सिचुएशन, जल्दी बताओ माओ रुसोंग कहाँ है। उसी वक्त एन युआंग ने रिपोर्ट दी, ब्रदर वो पहले बिल्डिंग का डिमोलिशन कंप्लीट हो गया था। नया फिल्म और टेलीविजन बेस भी कुछ दिन पहले ही बनना शुरू हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिन से कुछ बहुत अजीब घटनाएं हो रही है। हेडमास्टर भी पर्सनली आ गए, आप एक बार खुद आकर देख लीजिए। वूचन ने तुरंत बॉस माओ को फोन किया। बॉस माओ, पिंगशु का ओवरऑल डायरेक्शन मेरे दिमाग में क्लियर है, फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें मैसेज भेज दूंगा, उसी डायरेक्शन के हिसाब से काम करना। फिर उसने एन युआंग से कहा, मैं तुम्हें स्ट्रक्चर भेज रहा हूँ, उसके बाद जो काम अधूरा है वो कंप्लीट कर देना। एन युआंग ने हाँ में जवाब दिया, ठीक है, कोड में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन बाद में जो प्रॉप चाहिए होंगे वो मुझे कहाँ से मिलेंगे। वूचन ने कहा, अगर पता ना हो तो गुइरुबो और बाओ शिनहाओ से पूछ लेना। मैं कल हांगकांग जा रहा हूँ, वहाँ की सिचुएशन खुद देखनी होगी, और आज मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान को मनाना है। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर शैंपेन और बहुत सारे हाई क्लास वेस्टर्न डिशेज सज चुके थे। और ये सब किसने बनाया था? खुद ब्रदर वू ने। किचन से उसने आवाज लगाई, मेरी जान आओ, मेरी मास्टरपीस टेस्ट करो। उसकी मीठी बात सुनकर ली रुबिंग ने शक भरी नजर से देखा। मुझे यहाँ सिर्फ बारबेक्यू खिलाने के लिए बुलाया है? तुम्हें पता भी है रॉयल फैमिली के स्पेशल परफ्यूम की फॉर्मूला एडजस्ट करना कितना मुश्किल चल रहा है। वूचन ने अपने वाइफ को प्यार से गले लगा लिया और बोला, मुझे पता है मिडिल ईस्ट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते ही वूरैंग और भी पावरफुल हो जाएगी और तुम उससे पीछे नहीं रहना चाहती। ये सुनते ही ली रुबिंग ने नखरे से मुंह फेर लिया। तुम्हें बस मुझे ही परेशान करना आता और दूसरी औरतों के लिए तुम तो 200 और 100 बिलियन तक खर्च कर देते हो। वूचन ने उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। चाहो तो तुम्हें उससे भी ज्यादा दे सकता हूँ। ली रुबिंग ने आंखें सिकुड़ कर पूछा, एक मिनट, इस बार भी तुम किसी को फंसाने की प्लानिंग कर रहे हो ना? वूचन देखता है कि उसे बात समझ आ गई है और मुस्कुराता है। अरे मेरी जान, तुम बहुत स्मार्ट हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। पहले कुछ राउंड खेलकर माहौल को गर्म क्यों ना करे। ली रुबिंग ने तुरंत उसे हल्का सा धक्का दिया। सॉरी, पहले काम की बात बताओ, इस बार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वूचन ने सिर खुजाते हुए कहा, फिल्म और टेलीविजन बेस और नए टीवी ड्रामा की शूटिंग दोनों को शियांग फैमिली जानबूझकर रोक रही है। दोनों तरफ से काम अटक गया। अगर इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करना है तो मुझे शियांग फैमिली की सेकंड मिस को अपनी साइड लेना होगा। ये सुनते ही ली रुबिंग के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखने लगी, लेकिन वो मना भी नहीं कर पाई। उसने ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ ग्रेट मास्टर वू, लड़कियों को पटाना तो तुम्हारी सबसे बड़ी स्किल है, अब मिस शियांग का सोल्यूशन भी नहीं सोच पा रहे हैं। वूचन ने प्यार से समझाया, मेरी प्यारी डार्लिंग, तुम गलत समझ रही हो। शियांग नैनमिंग एक बहुत ही जंगली घोड़े की तरह है, वो वूरैंग से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अगर शुरू से उसे कंट्रोल ना किया तो बाद में और भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ली रुबिंग ने नाराज होकर कहा, एक और वूरैंग, सिर्फ उसके बारे में सोचकर ही मेरा सिर दुखने लगता है। उसने वूचन का हाथ पकड़ लिया और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर शियांग नैनमिंग को अपनी साइड लाने में मदद करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी पनिशमेंट सहनी होगी, वरना तुमने जो मुझे गुस्सा दिलाया है वो इतनी आसानी से ठंडा नहीं होगा। रूम में वापस आते ही ली रुबिंग बेड पर सीधा लेट गई और बोली, एक बात पहले क्लियर कर देती हूँ, आज मैं जरा भी मूव नहीं करूंगी। देखते तुम्हारे पास अभी भी मुझे खुश करने की कोई एबिलिटी बची है या नहीं। वूचन ने उसकी दी हुई पनिशमेंट बिना झिझक एक्सेप्ट कर ली। वो मुस्कुराया, मेरी जान, तुमने मेरे बहुत सारे तरीके देखे हैं, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी सोच से भी आगे जाने वाला हूँ। वो घमंडी बात कहने के कुछ ही देर बाद ली रुबिंग सिर्फ मजे से करा सकी, तुम क्या कर रहे हो? तुम बहुत बुरे आदमी हो, तुम दुष्ट आदमी हो। अगले दिन हांगकांग में ली रुबिंग खुद वूचन के साथ यहाँ आ गई थी। मकसद था शियान नैनमिंग को उसकी औकात याद दिलाना, लेकिन ये सबक काफी सख्त होने वाला था। ली रुबिंग ने लॉलीपॉप उठाकर शियान नैनमिंग की तरफ तान दी। शियान नैनमिंग, तुम बार बार मेरे हस्बैंड को परेशान करती रहती हो, वो शायद तुम्हें बर्दाश्त कर ले, लेकिन मैं नहीं। शियान नैनमिंग बिल्कुल बिना डरे हंस पड़ी। सबको पता है मैं पिछले कई दिनों से वूचन की जिंदगी मुश्किल बना रही हूँ, क्या तुम्हें हिम्मत है मुझे यही मारने की? ली रुबिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधा लॉलीपॉप के बट से शियान नैनमिंग के चेहरे पर जोर का वार कर दिया। शियान नैनमिंग बिल्कुल तैयार नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत! उसकी बात पूरी भी नहीं हुई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद बाओ शियानु यह सब देखकर घबरा गया। क्या तुम लोग सच में सेकंड विश को खत्म करने वाले हो? क्या और कोई रास्ता नहीं है?
वूचैन ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, बाओ शियानवे, अगर वो ऐसा ही करती रही तो ना मैं टीवी सीरीज शूट कर पाऊंगा, ना ही फिल्म और टेलीविजन बेस बना पाऊंगा। और ये पहली बार नहीं है, वो पहले भी हमारे काम में दिक्कत दे चुकी है। अगर इस बार उसे छोड़ दिया तो कल तीसरी और चौथी बार भी वही करेगी। हर प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं तो सोच भी सकते हो कितना नुकसान होगा। बाओ शियानुई ने पूछा, लेकिन अगर तुम उसके साथ कुछ कर दोगे तो शियांग फैमिली क्या चुप कर बैठ जाएगी? वूचैन ने सिर हिला दिया। अगर फैमिली का कोई और मेंबर होता तो बात अलग थी, लेकिन शियान एंड मिंग बहुत ही स्पेशल केस है। बहुत एरोगेंट है और हमेशा अकेली रहती है। नॉर्थ अमेरिका में भी उसे अलग रहकर बंद कर दिया था। बाहर आती है तो सिर्फ मुसीबत खड़ी करने, उसका किसी से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसी दौरान शियान नैनमिंग को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने आंखें बंदी रखी और चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। मुझे खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं? बाओ शियानुई ने पूछा, तो फिर क्या प्लान है? हैन युआंग ने टैबलेट उठाई। ये देखो, ये शियान नैनमिंग का डिटेल फेशियल डेटा है। इस डाटा को स्कैन करके उसके जैसे हाइट और बॉडी वाली लड़की ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद कोरिया जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाएगी ताकि वो बिल्कुल शियान नैनमिंग जैसी दिखे। ली रुबिंग ने बात आगे बढ़ाई, फिर उसमें बिल्डिंग वॉइस सिंथेसाइजर यूज करेंगे ताकि उसकी आवाज भी बिल्कुल शियान नैनमिंग जैसी ही हो। और फिर वो फेक शियान नैनमिंग चुपचाप नॉर्थ अमेरिका वापस चली जाएगी। वूचैन ने मुस्कुराते हुए कहा, हैन युआंग, जरा शाओबाओ को डेमो दिखाओ। हैन युआंग ने तुरंत शियान नैनमिंग की आवाज कॉपी करके कहा, अरे मेरे छोटे हुई हुई, इतने सालों बाद मिले हो, काफी मर्द बन गए हो, चेस्ट भी बन गई है, चलो कपड़े उतारो, दीदी देखना चाहती है। ये फेमिलियर आवाज सुनते ही बाओ शियानुई जम सा गया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, ये तो बिल्कुल शियान नैनमिंग जैसी है। ली रुबिंग ने फिर कहा, शिशिन की हाइट और बॉडी शियान नैनमिंग से काफी मिलती है। वैसे भी उसके पास कोई खास काम नहीं है, इस रोल के लिए वो परफेक्ट रहेगी। वूचैन मुस्कुराए, जैसा एक्सपेक्टेड था। ली रुबिंग ने सबसे बेस्ट कैंडिडेट तुरंत ढूंढ लिया। उधर शियान नैनमिंग अब भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अंदर ही अंदर उसने गुस्से से मुट्ठी कस ली। अगर मैंने अपने कानों से ना सुना होता तो कभी यकीन ही नहीं करती, ये लोग इतने अजीब और शैतानी प्लान बना सकते हैं। ली रुबिंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जब सब अरेंज हो गया है तो शुरू करते हैं। तभी शियान नैनमिंग की आंखें एकदम खुल गई। उनमें सीधा कत्ल कर देने वाला इरादा दिखाई दे रहा था। अचानक उसने कहीं से एक छुरा निकाला और जोर से चिल्लाए, मर जाओ। वो सीधा ली रुबिंग की तरफ झपटी और बिना एक पल सोचे उसकी गर्दन की तरफ वार कर दिया। ये देखकर वूचैन, बाओ शियानुई और बाकी सब एक पल के लिए सुन रह गए। ली रुबिंग को गिराने के बाद शियान नैनमिंग ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। वो सीधा वूचैन की तरफ दौड़ी और उस पर भी वार कर दिया। वूचैन कुछ बोल भी नहीं पाया, वो खून से लथपथ होते हुए जमीन पर गिर गया। शियान नैनमिंग ने बाओ शियानुई की तरफ देखकर पूछा, पहले ये लोग मुझे मारना चाहते थे, अब ये सब खत्म हो गया, अब बताओ तुम्हारा क्या करूँ? बाओ शियानुई का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया तभी वूचैन अचानक खड़ा हो गया, ताली बजाते हुए बोला, वाह, तुम्हारी मूवमेंट्स बहुत ही शार्प और क्लीन है और अटैक के वक्त तुम्हारी आंखें बिल्कुल यूनिक। एक बार फिर शुक्रिया मिस शियांग इतनी रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देने के लिए। ये देखकर शियान नैनमिंग पूरी तरह हैरान रह गई। क्या तो मुझे मारने की जो बात कर रहे थे वो सब सिर्फ एक्टिंग थी? उस वक्त ली रुबिंग भी बिल्कुल ठीक ठाक उठकर खड़ी हो गई। शियान नैनमिंग की आंखें और भी बड़ी हो गई। क्या ली रुबिंग भी जिंदा है? लेकिन अभी जो कुछ हुआ वो इतना असली क्यों लग रहा था? हैन युआंग ने मजाक करते हुए कहा, अरे भाई, ये सब शूटिंग के लिए था। अब घर के अंदर के सारे सेंस को सिर्फ एक क्लिक से कंट्रोल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। और जब कोई इंसान किसी एक चीज पर पूरी तरह फोकस कर लेता है तो उस वक्त बाकी चीजों का एहसास उतना क्लियर नहीं होता। अब शियान नैनमिंग को समझ आ गया कि उसके साथ चाल चली गई थी। उसने हैरानी से पूछा, ठीक है, ली रुबिंग की गर्दन पकड़ने वाला ऐसा शायद इल्यूजन था, वो मैं किसी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन वूचैन के पेट में मैंने छुरा घुसा दिया था, क्या उसमें भी मुझे धोखा हुआ? वूचैन ने मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट खोली। अंदर एक स्पेशल मैजिक प्रॉप लगा हुआ था। उसने दिखाते हुए कहा, इस प्रॉप को कहीं भी छुपाया जाए तो असली जैसा आर पार होने का इफेक्ट देता है। आजकल मैजिक प्रॉप्स को इतना अपग्रेड कर दिया गया है कि उनका इफेक्ट पहले से कहीं ज्यादा रियलिस्टिक होता है। ये सुनते ही शियान नैनमिंग के शरीर में हल्का सा झटका सा आया। उसने मन ही मन सोचा, ये वूचैन फिर से मुझे एक्टिंग करवा गया। वूचैन उसे ध्यान से देख रहा था। उसने सोचा, इसकी बॉडी में ट्विचिंग शुरू हो गई, मतलब वक्त आ गया है। ये वही सीक्रेट है जो मैंने 1000 साल की रीइंकार्नेशन के दौरान सीखा था। जब कोई इंसान एक ही आदमी से 2 बार हार जाता है तो उसका घमंड बुरी तरह हिल जाता है। उस वक्त जो काम पहले बहुत मुश्किल था वो अचानक काफी आसान हो जाता है। वूचैन ने शांत आवाज में पूछा, सेकंड मिस, अगर मैं और ली रुबिंग गलत नहीं है तो तुम्हें फिर से वही अटैक आ रहा है ना जो पिछली बार आया था? क्या तुम्हें जाकर कपड़े चेंज करने की जरूरत है? शियान नैनमिंग हल्की सी मुस्कुराई, ठीक है, मानती हूँ तुम काफी कमाल के हो, लेकिन पिंग शाओ का क्या तुम वहाँ भी इतने ही आराम से सब संभाल लोगे? वूचैन ने आराम से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और हंसकर बोला, पिंग शाओ को हैंडल करना तुम और शंघाई को हैंडल करने से काफी आसान है। ये देखकर शियान नैनमिंग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या मतलब है? इतना सब होने के बाद भी ये इतना आराम से मेरा कंधा पकड़ रहा है? क्या ये इस वक्त भी मुझसे फ्लर्ट कर रहा है?
वूचैन बोला 3 दिन पहले सुबह सुबह पिंगशाओ में जो फिल्म और टेलीविजन सिटी बन रही थी उसके कंस्ट्रक्शन साइट पर अचानक कौवों का एक बड़ा सा झुंड आ गया। उन्होंने ऑफिस बिल्डिंग के ग्लास डोर और विंडोज तोड़ दिया और पूरी जगह को उथल पुथल कर दिया। लोगों ने इसे मौत का अपशगुन माना, यानी डेड एंड का संकेत, और ये बात तुरंत लोकल न्यूज में वायरल हो गई। लेकिन उसी दोपहर एक फेंगशू मास्टर कंस्ट्रक्शन साइट पर आया और बोला अगर किसी घर की छत पहाड़ की ऊंची रिज जैसी और वो लंबी पगोड़ा के पास बनी हो तो वो बैड लक लेकर आती है और ये सारी बुरी किस्मत नीचे के टावर्स की वजह से आ रही है। फेंगशू मास्टर ने कहा ये जगह बहुत पहले से श्रापित और पूरी आत्माओं का साया है, यहाँ कोई भी नहीं रुक सकता वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अगले ही दिन एक और अजीब घटना हुई। कंस्ट्रक्शन साइट के 8 वर्कर्स अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनमें से एक वर्कर बस बार बार एक ही बात पागलों की तरह दोहरा रहा था, यहाँ कोई नहीं रुक सकता वरना तबाही आ जाएगी। इसके बाद पूरा कंस्ट्रक्शन साइट डर से भर गया। माओ रुटोंग ने सबको शांत करने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कल तो हालात और खराब हो गई। ज्यादातर वर्कर डर के मारे लीव लेकर भाग गए और फिल्म और टेलीविजन सिटी का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह बंद करना पड़ा। वूचैन ने शियान एनमिंग से कहा सेकंड में क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सुनते ही शियान एनमिंग ने हाथ हिलाकर कहा तो क्या हुआ अगर तुम सही हो? वूचैन हल्का सा मुस्कुरा कर बोला सेकंड में एक साथ पिंगशो और शेंगजियांग दोनों जगह का मामला नहीं संभाल सकता। आप चेस बहुत अच्छी खेलती है लेकिन एक सबसे जरूरी बात भूल गई। शियान एनमिंग ने सीधा उसकी तरफ देखा और पूछा कौन सी बात? तब वूचैन ने उसके सारे चाल एक एक करके खोल दिया। पहली चाल, तुमने सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक यूज करके डेड एंड का इल्यूजन क्रिएट किया। जो सो कॉल्ड इंटरनेशनल बर्ड एक्सपर्ट था उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलाया गया था ताकि कई ट्रैप्स लगाकर वो कौवों को वहां से खींच सके। दूसरी चाल, तुमने ज़ेंग युआन को कंट्रोल करके उसे फेंगशू मास्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे किसी देवता का आशीर्वाद उस पर आ गया हो। और तीसरी चाल, वो 8 वर्कर जो अचानक गायब हो गए, क्या वो मर गए थे या कहीं छुपाए गए थे? अगर छुपाए गए थे तो कहाँ? माओ रुटोंग ना इसका जवाब दे पाया और ना ही इसका सोल्यूशन ढूंढ पाया। तब पास खड़ी ले रुबिंग भी क्यूरियोसिटी से बोली अरे हनी इतना सस्पेंस मत बनाओ, जल्दी बताओ। शियान एनमिंग मुस्कुराते हुए बोले तो क्या तुमने सच में इसका राज समझ लिया? वूचैन मुस्कुराया और बोला इतनी भी क्या जल्दी है, पहले एक फोन कर लेता हूँ। हेलो बॉस माउट, सब ठीक है ना? जो एड्रेस मैंने भेजा था वो। दूसरी तरफ लाओ माओ अपने आदमियों के साथ एक मोजोंग पार्लर में घुसा हुआ था। वो बोला ब्रदर वो मिल गया है। वो ऑटो वर्कर्स विला में 2 टेबल्स पर मोजोंग खेल रहे हैं। किसी ने उन्हें पैसे देकर यहाँ बिठाया था। जीते या हारे हर आदमी को 6 से 8 लाख मिलने वाले थे। तब एक बुजुर्ग आदमी डरे हुए चेहरे के साथ आया और बोला आराम से बात करते हैं, पहले मुझे वूचैन से फोन पर 2 शब्द बोलने दो। सेक्रेटरी ज़ेंग ने फोन पकड़ा और उसी वक्त मुड़कर सीधा उस ब्लॉन्ड लड़के के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर सेक्रेटरी ज़ेंग बोले ब्रदर वो माफ करना, इस हरामी ने फिल्म और टेलीविजन सिटी का पूरा काम रोक दिया। मैं इसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। शेंगजियांग में बैठे वूचैन को फोन से उस पार जोर जोर की पिटाई की आवाज सुनाई दे रही थी। वो शांत होकर बोला सेक्रेटरी ज़ेंग की बात पर पूरा भरोसा किया जा सकता है, मुझे कुछ काम है, मैं आप फोन रखता हूँ। फोन रखने के बाद वूचैन ने तीसरी चाल का असली राज भी समझा दिया। शियान एनमिंग बिल्कुल चुप हो गई। वूचैन ने देखा कि उसका हमेशा वाला घमंड अब गायब हो चुका है। वो आगे बढ़ा, उसे हल्का सा गले लगाया और धीरे से बोला 8 बेकसूर लोगों को मार देना बहुत बड़ा रिस्क होता, इसलिए उन्हें छुपाने के लिए पिंगशाओ में उसके बेटे का घर चुना गया जहाँ आमतौर पर कोई चेकिंग करने की हिम्मत ना करता। मानना पड़ेगा लोगों को छुपाने के लिए उससे बेहतर जगह मुश्किल से मिलती। सेक्रेटरी जैसे बड़े आदमी ने अपने कनेक्शंस यूज किया और सेकंड मिस ने ज़ेंग युआन के कांटेक्ट से बर्ड एक्सपर्ट को बुलाया ताकि वो कौवों को पूरा तमाशा दिखा सके। बदले में सेक्रेटरी ने वर्कर को छुपाने में मदद की। इसी वक्त पिंगशाओ में सेक्रेटरी ज़ेंग अपने शरारती बेटे की पिटाई करते हुए डांट रहा था। तू कितना बेवकूफ है, आज के बाद उस अजीब आदमी के साथ बिल्कुल मत घूमना जो उल्टे सीधे ट्रिक्स जानता है। याद रख अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना तो तेरी खैर नहीं। फिर सेक्रेटरी ज़ेंग ने चैंग नाम के उस लड़के से कहा इस इंसिडेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि तुझे पिंगशाओ में कोई दोबारा देखना भी चाहेगा। माओ रुटोंग की आंखें गुस्से से गोलियों की तरह तेज हो गए। उसने मन ही मन सोचा इसने ब्रदर वॉर मेरे लिए इतनी मुसीबत खड़ी कर दी, इसको तो अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद लाओ माओ अपने आदमियों को लेकर एक गली के मसाज पार्लर पहुंच गया और ज़ेंग युआन को अच्छी तरह से पेला। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाद में लाओ माओ के हाथों ज़ेंग युआन की पिटाई से वूचैन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी होने वाली थी। शियान एनमिंग अभी भी सोच में डूबी हुई थी। ये देखकर वूचैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला मैंने कहा था ना मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा अच्छे से समझता हूँ। सेकंड में इस बार मैं जीत गया। शियान एनमिंग ने उसकी तरफ देखकर कहा बड़ी जीत का एहसास हो रहा है, इतना स्मग फील कर रहे हो? वूचैन ने मुस्कुराकर मतलब भारी नजर से कहा सेकंड में तुमने 2-3 बार सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए मुझे चैलेंज किया। तुम देखना चाहते थे कि क्या तुम अब भी वो थ्रिल वो डोपामिन फील कर सकती हो। अब तुम्हें अपना जवाब मिल गया होगा, है ना? शियान एनमिंग ने पूछा तो अब तुम और क्या करना चाहते हो? वूचैन बिना झिझक बोला मेरी औरत बन जाओ, फिर हम और भी इंटरेस्टिंग चीजें ट्राई करेंगे। तुम जो करना चाहोगी मैं उसे और भी मजेदार बना दूंगा। ये सुनते उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। शर्म और गुस्से में उसने वूचैन को जोर से धक्का दिया और डांटते हुए बोली तुम बिल्कुल पागल हो।
इतना कहकर वो जल्दी जल्दी भागी और सीधा लीरुबिंग से टकरा गई। लीरुबिंग ये सब देखकर चुपचाप सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। ये वूचन उसे और तंग नहीं करना चाहता था, लेकिन देखने से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि बात यही खत्म हुई है। बाओ शियानुई ने पूछा, वूचन लगता है सेकंड मिस इस बार पिछली बार से भी ज्यादा गुस्से में चली गई। एन युआंग ने भी पूछा, कहीं तुमने सब कुछ खराब तो नहीं कर दिया? वूचन ने ताली बजाते हुए कहा, फिलहाल सब लोग अपने अपने काम में ध्यान दो, अब वो इस वक्त परेशान करने नहीं आएगी। कल से प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस दोबारा शुरू होगी, मैं ओवर टाइम करके सारा काम कवर कर लूंगा। उस रात वूचन अच्छे से नहाकर तैयार हुआ और शियान एनमिंग से मिलने चला गया। उसने बड़ी तमीज से दरवाजा खटखटाया। रूम के अंदर शियान एनमिंग नाइट गाउन पहने हल्की सी वाइन पी रही थी, शायद नींद लाने के लिए। दरवाजा खोलते ही वो बोली, वूचन लगता है मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली। वूचन तुरंत उसके पास गया और उसे अपनी भाव में भरते हुए बोला, सेकंड मिस तुमने होश में दरवाजा खोला, मुझे पहचाना और मेरा नाम लेकर बुलाया, इससे कैसे मान लूं कि तुमने ज्यादा पी रखी है? उस वक्त दोनों के बीच का माहौल बहुत ही रोमांटिक हो गया। वूचन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बात अभी भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। शियान एनमिंग ने पूछा, तुम्हें ये जगह कैसे मिली? मैंने तो अननोन नाम से रूम बुक किया था। वूचन ने उसके हाथ से वाइन का ग्लास लेते हुए कहा, फिर वही सवाल, बस इतना समझ लो मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। ये सुनते ही शियान एनमिंग ने धीरे से आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा उसकी तरफ बढ़ा लिया। वूचन ने भी बिना कुछ कहे उसकी फीलिंग्स का जवाब दिया और उसे किस कर दिया। अभी सुबह ही हुई थी कि ब्रदर वो पहले से ही रोमांस में डूबे हुए थे, दोनों के बीच जोश बढ़ता जा रहा था। उसने उसे दीवार से सटा दिया और वो चाहते थे कि वो अपनी शर्ट उतार दे क्योंकि बहुत गर्मी थी। वूचन ने सोचा, हजारों सालों की रीइंकार्नेशन में मैं कभी इस औरत को नहीं जीत पाया और अब मैं उसे किस कर रहा हूँ। फिर वूचन मुड़ा और उसे जोर से दीवार की तरफ धकेला और बोला, तुम चाहती हो मैं अपनी शर्ट उतारूं तो मैं तुम्हारे लिए इसे उतार देता हूँ, क्या अनोखा स्वाद है। फिर वूचन ने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे। ये कौन सी पोजीशन है आप लोग शायद अंदाजा लगा सकते हो, है ना? फिर वूचन ने पहला राउंड शुरू किया, लेकिन कुछ ही बेसिक मूव से शियान एनमिंग कराने लगी। रुको। अगली सुबह दोनों के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ नजर आ रही थी। शियान एनमिंग हंसी और बोली, सच में लोगों के साथ वक्त बिताना गेम से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वूचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सेकंड मिस तुमने भी मेरी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया है। इसी खुशी में मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल निकनेम सोचा है, आज से मैं तुम्हें शाओ शियानजी बुलाऊंगा। ये सुनते शियान एनमिंग उछल पड़ी, हे भगवान ये कैसा नाम है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वूचन हंसी रोककर बोला, बस मजाक कर रहा था, ही 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 ही। थोड़ी देर बाद शियान एनमिंग बोली, वैसे मैंने अपने डैड को किसी शेनलान नाम के बुजुर्ग के बारे में बात करते सुना था, पता नहीं वो क्या करना चाहते थे, अचानक याद ही नहीं आ रहा। फिर उसने पूछा, वैसे वू फैमिली की वूरैंग भी तुम्हारी लवर है ना? वूचन ने सीधा जवाब दिया, इस बात को तुमसे छुपाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लीरुबिंग और वूरैंग के अलावा भी कुछ और औरतें हैं, किसी दिन सबसे तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। ये सुनते ही शियान एनमिंग ने तुरंत उसका मुंह हाथ से ढक लिया और बोली, नहीं मुझे किसी से मिलना नहीं है और ना ही उनसे कोई लेना देना रखना है। मैंने बस यूं ही पूछ लिया था, उसका कोई और मतलब नहीं था। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच का रिश्ता जितना सिंपल और प्योर हो सके उतना ही रहे। ये देखकर कि वो चीजों को प्योर रखना चाहती थी, वूचन ने तुरंत जोश के साथ उसे किस किया और कहा, ठीक है हमारा रिश्ता वैसे ही रहेगा जैसे तुम चाहती हो। कुछ देर बाद जब वूचन शावर लेकर बाहर आया तो शियान एनमिंग जा चुकी थी। टेबल पर उसके हाथ से लिखा हुआ एक नोट पड़ा हुआ था, उसमें लिखा था, इतने दिन घर से बाहर रहने के बाद अगर ओल्ड मैन को पता चला कि मैं गायब थी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगली बार हम कहाँ मिलेंगे, मैं चाहती हूँ कि तुम ये क्यूरियोसिटी हमेशा बनाए रखो। ये पढ़कर वूचन बस मुस्कुरा दिया, कितनी इंटरेस्टिंग लड़की है। फिर उसने सोचा, वैसे पहले फैंगशिन्यो वाले इंसिडेंट के बाद मैंने कहा था कि लीरुबिंग और सुशिनिन के सोशल रिलेशनशिप की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। अब जब थोड़ा फ्री टाइम मिला है तो इसी काम को निपटा लेना चाहिए। कुछ घंटे बाद वूचन गहरी सोच में बैठा हुआ था। डिंगलोंग के अलावा जिसका लीरुबिंग और शाओशिया से कनेक्शन था, मुझे और कोई पोटेंशियल रिस्क नजर नहीं आ रहा। लेकिन कल रात सेकंड मिस ने सिस्टर वूरैंग के फादर का जिक्र किया था। ये सोचते उसने तुरंत वूरैंग को फोन मिला दिया, हेलो सिस्टर वूरैंग। वूरैंग बोली, हनी कुछ दिन बाद एक चैरिटी ऑक्शन होने वाला है, ओल्ड मैन और कुछ बड़े लोग मिलकर इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ओल्ड मैन काफी सुपरस्टिशियस है, उनका मानना है कि इसे सोंगशुआन के लिए पुण्य जमा होगा, इसलिए मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। लीरुबिंग और हमारी बाकी सिस्टर्स को भी साथ ले आना। वूचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठीक है समझ गया। थोड़ी देर बाद जब वो मेन हाउस वापस आया तो लीरुबिंग जो सुबह से ही थोड़ी नाराज थी उसका स्वागत करते हुए बोली, आखिर हमारे बिजी साहब वापस आ ही गए, अरे इतना लंबा चेहरा क्यों बना रखा है। उसकी बात दिखने में थोड़ी सार्कास्टिक लग रही थी, लेकिन असल में वो शियान एनमिंग को लेकर जेलस थी। वूचन ने माफी भरे अंदाज में कहा, शियान एनमिंग वाली बात की वजह से तुम्हें काफी परेशानी हुई ना, लेकिन वूरैंग की एक रिक्वेस्ट थी। जैसे लीरुबिंग ने अपनी राइवल का नाम सुना वो तुरंत गुस्से में बोली, अभी तक खत्म नहीं हुआ, अब उस लड़की को और क्या चाहिए। वूचन ने अपनी प्यारी वाइफ को प्यार से गले लगाया और धीरे धीरे उसे फैंगजिनियो के बारे में सब कुछ बताया, जिसने लगभग सोंगशुआन की जान ही ले ली थी। फिर उसने कहा, मुझे बस इतनी चिंता थी कि तुम और सुशिनिन या टियान टियान कभी उसकी तरह किसी मुश्किल में ना फंस जाओ। मैंने तुम सबके सोशल रिलेशनशिप चेक किए हैं, खुशकिस्मती से किसी में भी कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं मिला।
ये सुनकर ली रूबिंग का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। वो हल्की सी मुस्कुरा कर बोली, तुम कितने पागल हो, हर कोई उस औरत जैसा थोड़ी होता है। कौन अपने ही हस्बैंड को मारने की कोशिश करता है और इतनी नफरत कैसे कमा लेता है। ठीक है, मैं सुशीनियन और टियान टियान से बात कर लूंगी। 2 दिन बाद वूरेंग के फादर के ऑर्गेनाइज किए हुए चैरिटी ऑक्शन का दिन आ गया। ईस्ट चाइना सी के कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग वहाँ मौजूद थे। ओल्डू बोले, अरे बॉस ले बॉसू। ओल्ड ने मुस्कुरा कर बोले, बॉस लू आपकी नजर कमाल की है, वो क्रिस्टिन डायमंड नेकलेस वाकई लाजवाब है। दूसरी तरफ वूचन भी अपने हारम के साथ ऑक्शन में शामिल हुआ था। सुशिनिन कुछ यंग लेडीज के साथ बातें कर रही थी, तब टियान टियान थोड़ी जेलस होकर बोली, बैठ गए क्या तुम मुझे भूल गए? जो ब्रेसलेट ली रूबिंग को पसंद था वो तुमने खरीद दिया, जो इयररिंग सुशिनिन को पसंद थे वो भी तुमने ले दिया, और जो रिंग सिस्टर शाउडे को पसंद थी वो भी तुमने खरीद दी, पर मेरे लिए क्या लिया? वूचन कुछ देख ही रहा था कि वूरेंग मुस्कुरा कर बोली, टियान टियान लगता है ये तुम्हारे लिए कोई खूबसूरत नेकलेस चूज कर रहा है। तभी हथौड़ा धमका, ऑक्शनियर की आवाज गूंजी, 17.6 बिलियन, तीसरी और आखिरी बार सोल्ड। ऑक्शन खत्म होने के बाद कॉकटेल पार्टी शुरू हुई। वूचन और लिरबिंग उनकी तरफ आए। वूरेंग मुस्कुरा कर बोली, हमारे ओल्ड मैन की सबसे प्रीशियस कलेक्शन भी सक्सेसफुली ऑक्शन हो गई, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लिरबिंग ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इतनी फॉर्मल मत बनो। दोनों वाइफ जैसी आमने सामने आई, माहौल में हल्का सा कंपटीशन का एहसास होने लगा। वूरेंग ने प्यार से कहा, हनी तुम सब लोग आए, मुझे सच में बहुत खुशी हुई। वूचन बोला, आखिर ये सब जूनियर सिस्टर सॉन्ग शुआन के लिए तो है, हम सब दुआ करते हैं कि वो जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाए। जाते वक्त वूरेंग मुस्कुरा कर बोली, जब वो रिकवर हो जाएगी तब मैं तुम्हारे पास 3 दिन के लिए आऊंगी, वैसे भी एक नया गेम भी डेवलप करना है। कुछ देर बाद वूचन आराम से टियान टियान की गोद में सिर रखकर मोबाइल पर नया गेम खेल रहा था। अचानक टियान टियान जोर से बोली, अरे बैठ गए, जल्दी देखो, अभी अभी हॉट न्यूज आई है, इंटरनेट पर धमाका मच गया है, सब वू फैमिली के बारे में है। वूचन ने फोन उठा और थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन ये एंगल इतना अजीब क्यों लग रहा है? हॉट सर्च पर खबर चल रही थी। पिछले 7 दिन के सर्च डेटा और ग्रोथ रेट के हिसाब से सेलेन ग्रुप पर आरोपी कि उन्होंने ऑक्शन में फेक फेमस पेंटिंग्स बेची और कैरन कैथेड्रल वाली पेंटिंग के नाम पर लगभग 3 बिलियन युआन कमाए। ये सब पढ़ते ही वूचन तुरंत खड़ा हुआ और वूरेंग को फोन लगाया। दूसरी तरफ वूरेंग ने सीरियस आवाज में कहा, हनी ऑनलाइन जो न्यूज चल रही है सब सच है, हमारा मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट भी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। वूचन ने शांत होकर कहा, फिक्र मत करो, मैं इस पूरी बात की तहकीकात करूंगा। फिर सीन बदलता है। वूचन और एन ह्योंग मिलकर क्लूज ढूंढने लगते हैं। वूचन बोला, मुझे पक्का यकीन है कि किसी ने वू फैमिली को फंसाया है। माय डियर सिस्टर, ऑक्शन के बाद उन दोनों पेंटिंग्स, डेंजरस मकारा और ग्रैंड चर्च की लॉजिस्टिक चेन इन्वेस्टिगेट करो, देखो डिलीवरी प्रोसेस में कोई अनयूजुअल बात हुई थी या नहीं। एन ह्योंग हंसी और बोली, अब देखना असली एफिशिएंसी किसे कहते हैं। सिर्फ 5 मिनट की तेजी से इन्वेस्टिगेशन के बाद एन ह्योंग बोली, मिल गया, डिलीवरी के दौरान कुरियर को 10 से भी ज्यादा बार बदला गया था और आखिर में पेंटिंग यही डिलीवर हुई, रिसिपेंट अभी भी डोंगाई में ही है। इन्फॉर्मेशन देखते ही वूचन हैरानी से सोचने लगा, तो ये उसका काम था। फिर उसने मुस्कुराकर एन ह्योंग से कहा, मेरी प्यारी सिस्टर, तुम्हारा साथ होना कितना सुकून देता है, सच में मैं बहुत खुश हूँ। एन ह्योंग ने मुंह बनाकर जवाब दिया, खुश मेरी जूती, और कुछ इन्वेस्टिगेट करवाना है, एक ही बार में सब निपटा देती हूँ। वूचन बोला, फिलहाल नहीं, अब मुझे एक पुराने जान पहचान वाले से मिलना है। फिर सीन बदल गया। एक यंग लड़की जो सिर से लेकर पैर तक ढकी हुई थी, अचानक किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। वूचन ने सीधा पूछा, मास्टर रैन का एक रूल था, वो कभी चाइनीज लोगों को धोखा नहीं देते थे, सिर्फ यूरोपियन क्लाइंट्स को टारगेट करते थे, फिर इस बार ये रूल क्यों तोड़ दिया? लड़की ने गुस्से में जवाब दिया, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, बदतमीज। अगर मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना तो मैं चिल्लाकर बोलूंगी कि तुम मुझे हैरास कर रहे हो। वूचन बिना डरे बोला, बिल्कुल चिल्लाओ, साथ में पुलिस स्टेशन भी चलते हैं, वहाँ वू फैमिली की उन दोनों पेंटिंग्स के बारे में भी आराम से बात कर लेंगे, फिर देखते हैं किसकी ज्यादा चलती है। हिम्मत हो तो आगे बढ़ो, डर लग रहा है तो घर चली जाओ। ये सुनकर लड़की चुप हो गई। दोनों धीरे धीरे चलते हुए बात करने लगे। लड़की बोली, मास्टर रैन वू फैमिली के पेंटिंग्स, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। वूचन बोला, मैं और मास्टर रैन 50 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हमसे ज्यादा उन्हें कोई नहीं जानता। ये सुनकर लड़की तुरंत बोली, मैं सिर्फ 21 साल की हूँ, झूठ बोलना है तो कम से कम बिलीवेबल तो बोलो। फिर वूचन के दिमाग में 1000 सालों की रिइंकार्नेशन की यादें चलने लगी। एक वक्त था जब वो और मास्टर रैन साथ बैठकर पेंटिंग्स बनाया करते थे, लेकिन बार बार जन्म लेने की वजह से सब कुछ बदल चुका था। अब सामने खड़ी ये यंग लड़की उसे पहचान ही नहीं सकती थी। मास्टर रैन दुनिया के सबसे बड़े हाई एंड रेप्लिका पेंटर्स में से एक थे। उनकी बनाई हुई कॉपीज इतनी परफेक्ट होती थी कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी उन्हें असली मास्टरपीस मान लेते थे। और ये लड़की जुआंग, वो एक अनाथ थी, लेकिन मास्टर रैन ने उसे भी अपनी बेटी की तरह पाला था। दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता था, इसलिए जुआंग कभी भी अपने मास्टर के प्रिंसिपल्स नहीं तोड़ सकती थी। वूचन ने शांत आवाज में कहा, मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। मास्टर रैन कभी भी अपने देश के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। उनकी पेंटिंग्स में असली और नकली का फर्क करना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन इस बार तुम लोगों ने रूल तोड़ दिया। सिर्फ वू फैमिली को फंसाने के लिए फेक पेंटिंग्स बनाई गई।
ये सुनते ही जुआंग की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अगर तुम हमें इतने अच्छे से जानते हो तो क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे मास्टर को एक हफ्ते पहले अरेस्ट कर लिया गया था? अगर नहीं पता तो जाकर उन लोगों से पूछो जिन्होंने उन्हें पकड़ा। ये सुनकर वूचन ने उसे एक रुमाल दिया और पूछा, मास्टर रैन को किसने अरेस्ट किया? जुआंग बोली, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जिस आदमी ने मेरे मास्टर को पकड़ा उसने मुझे जबरदस्ती फेक पेंटिंग्स बनवाने पर मजबूर किया और उन पेंटिंग्स की डिलीवरी भी उसी ने करवाई। उसका नाम है ली डिंगजी। ये नाम सुनते ही वूचन गहरी सोच में पड़ गया। ली डिंगजी ये डेगू के साउथ कोरियन रीजनल अलायंस फैक्शन का एक इम्पोर्टेंट मेंबर था। बॉर्डर क्रॉस करके डिस्ट्रिक्ट 11 पहुंचने के बाद इसे गैंग से निकाला गया था। उसके बाद ये शिंगजुकू के चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन डोंगा सोसाइटी के करीब आ गया और डोंगा सोसाइटी असल में डिंग फैमिली की ओवरसीज ब्रांच है। क्या इस सब के पीछे डिंगलोंग है? वूचन ने तुरंत खुद ही जवाब दिया, नहीं, डोंगाई का काम करने का स्टाइल बहुत सीधा और बिना प्लानिंग का होता है। ये उसका काम नहीं हो सकता। तो फिर असली मास्टरमाइंड कौन है? उसने जुआंग से कहा, ठीक है, फिलहाल तुम वर्कशॉप वापस जाओ और मेरी खबर का इंतजार करो। जुआंग ने उम्मीद भरी नजर से पूछा, क्या तुम सच में मेरे मास्टर के पुराने दोस्त हो? क्या तुम उन्हें बचा सकते हो? वूचन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, मास्टर रैन की जिम्मेदारी अब मेरी है। अपने मन में वो सोचने लगा, मास्टर रैन का वर्कशॉप बहुत सीक्रेट जगह पर है, मकाओ की योन स्ट्रीट के फूड मार्केट के बेसमेंट में। ली डिंगजी जैसा बाहर का आदमी उस जगह तक कभी नहीं पहुंच सकता था। जरूर किसी अंदर वाले ने उसकी मदद की है। कुछ घंटे बाद वूचन के हाथ में किसी की फोटो थी। वो धीरे से मुस्कुराया। अब समझ आया, ली डिंगजी अब ये हुआन का आदमी बन चुका है। लगता है बहुत जल्द ये हुआंग और उसके पीछे छुपा असली बॉस मेरे सामने होगा। उसने तुरंत फोन मिलाया, हेलो ओल्ड लाओ, मुझे 2 दिन के लिए तुम्हारे सबसे कैपेबल आदमी की जरूरत है। फोन के पास ही ली राउट आया था। वो बीच में बोल पड़ा, ब्रदर वो अगर कोई बड़ा काम है तो मुझे वापस बुला लो। वूचन ने शांत होकर कहा, नहीं ली राउट है, सिचुएशन बहुत सीरियस है, तुम वही रहो और ओल्ड लाओ की मदद करो। फोन रखने के बाद ओल्ड लाओ बोला, मैं अपने सबसे डेंजरस असिस्टेंट स्कार तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। यह आदमी चाकू के सामने भी पीछे नहीं हटता। फाइटिंग की बात करे तो इसकी स्ट्रेंथ मेरे बराबर है। वूचन ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। अगले दिन वूचन और स्कार एक खास जगह पर पहुंचे। वूचन बोला, यह इस साल का बिग सर्कल कप अंडरग्राउंड बॉक्सिंग टूर्नामेंट है। पहला राउंड जानबूझकर हार जाना, इससे लोकल फाइटर की इज्जत बनी रहेगी। इसके बाद अगले 2 राउंड्स में अपनी असली फाइटिंग दिखा देना, बिल्कुल भी हाथ मत रोकना। स्कार ने सिर हिलाकर जवाब दिया, समझ गया ब्रदर वू। रिंग के अंदर कमेंटेटर जोर से बोला, आज का मुकाबला है इनविजिबल के नाम से मशहूर बॉक्सिंग चैंपियन लुइस वर्सेस ड्रैगन क्रॉसिंग द रिवर के नाम से फेमस स्कार। लेविस का बैटिंग और 35-1 चल रहा है। जिसने अभी तक बैट नहीं लगाई जल्दी करे क्योंकि मैच बस शुरू होने ही वाला है। स्टैंड के ऊपर बैठे फैन जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे बकवास बंद करो, जल्दी मैच शुरू करो, मुझे अपनी जीत की रकम लेनी है। एक और आदमी बोला, इस मैच में सोचने की क्या बात है, मैंने अपने सारे पैसे लुइस पर लगा दिए हैं, वो पक्का जीतेगा। यूरोपियन ट्रिप, मैं आ रहा हूँ। रिंग के अंदर दोनों फाइटर्स रेडी पोजीशन में खड़े थे। रेफरी ने सिग्नल दिया और पहला राउंड शुरू हो गया। बेल बजते ही लुइस बिजली की तरह आगे दौड़ा। उसने लगातार पंचेस बरसा दिए, एक साइड पंच फिर एक जबरदस्त अपर कट। लेकिन स्कार को वूचन की बात याद थी, इसलिए पहले राउंड में उसने सिर्फ डिफेंस की और हर अटैक से बचने की कोशिश करता रहा। पहला राउंड खत्म होते ही रेफरी ने दोनों को अलग कर दिया। गैम्बलर्स खुशी से झूम उठे। वाह, इनविंसिबल लुइस सच में कमाल का है, ऐसे ही लड़ते रहो, हमारी बैटिंग पक्की जीत जाएगी। थोड़ी देर बाद रेफरी ने दूसरे राउंड की शुरुआत का सिग्नल दिया। इस बार स्कार की आंखें गोलियों की तरह तेज हो गई। उसी वक्त लुइस फिर से पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ दौड़ा। स्कार ने एक ही पंच मारा। वो पंच इतना भयानक था जैसे कोई मिसाइल सीधा निशाने पर लगी हो। पंच लगते ही लुइस के मुंह से खून के कतरे बाहर निकल गए। सिर्फ एक ही बार में वो सीधा जमीन पर गिर गया। रेफरी ने 10 तक काउंटिंग की लेकिन लुइस होश में ही नहीं आया। आखिर रेफरी ने मैच खत्म होने का ऐलान कर दिया। पूरा स्टेडियम एकदम खामोश हो गया। अब किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। कुछ मिनट बाद रेफरी ने स्कार का हाथ ऊपर उठा और जोर से ऐलान किया, इस मैच का विनर है वॉटर ड्रैगन स्कार। स्टैंड्स में बैठा वूचन हल्की सी शैतानी मुस्कान के साथ सब देख रहा था। दूसरी तरफ बैटिंग हारने वाले लोग गुस्से में गालियां दे रहे थे, ये क्या बकवास है, लुइस हार कैसे गया। वूचन ने अंदर ही अंदर हिसाब लगाया, स्कार पर 10 मिलियन सिर्फ मैंने ही लगाए थे, यानी अब मुझे 100 मिलियन मिलने वाले हैं। वो जाने वाला था कि एक एम्प्लॉय उसके पास आई और बोली, सर आप वही बेटर है ना जिन्होंने इतना बड़ा अमाउंट जीता है, प्लीज मेरे साथ आइए। वूचन उसके साथ एक प्राइवेट रूम में चला गया। वहाँ उसका इंतजार एक खूबसूरत रेड हेड वुमन कर रही थी। ये थी ये हुआन। वो हल्की सी मुस्कुराकर बोली, नदी का सांप बनने से बेहतर है ड्रैगन बनना, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। वूचन भी मुस्कुराया, सिस्टर ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरा नाम वूचन है। तब एम्प्लॉय धीरे से ये हुआन के पास गया और उसके कान में वूचन की आइडेंटिटी के बारे में कुछ बताया। ये सुनते ही ये युवान ने पूछा, अच्छा तो तुम ली फैमिली के सन इन लॉ हो, तो बताओ वूचन मेरी एरिया में मुझे ढूंढने क्यों आए हो, तुम्हारे पास पैसे की तो कमी नहीं लगती। वूचन ने बिना घुमाए सीधी बात कही, मैं सिर्फ सिस्टर ये से मिलने आया हूँ और मुझे बस 2 सवालों का जवाब चाहिए। ये युवान बोले, हमारे राउंड टेबल और ली फैमिली के बीच हमेशा अच्छे रिलेशंस रहे हैं, पूछो। वूचन ने पहला सवाल पूछा, मास्टर रैंक को किडनैप क्यों किया गया। दूसरा, वो फैमिली के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश क्यों रची जा रही है।
ये युआन की नजर तुरंत तेज हो गई। वो ठंडी आवाज में बोली, मकाओ मेरा एरिया है, बिग सर्कल के अंदर जो भी बिजनेस होता है उसमें ली फैमिली को दखल देने का कोई हक नहीं। वूचैन बिल्कुल शांत रहा। सीधी बात करूँ तो ना मास्टर रैन का ली फैमिली से कोई लेना देना है, ना ही वू फैमिली का। ये दोनों सवाल सिर्फ मेरी तरफ से हैं। ये युआंग हंसी और बोली, तुम तो काफी ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हो। क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम ली फैमिली का नाम लेकर बाहर पंगा ले रहे हो? पहले तुम्हारा काम तमाम करूंगी, फिर ली फैमिली को फोन करके बोल दूंगी कि अपने दामाद को आकर ले जाए। इतना बोलती वूचैन के पीछे खड़े एम्प्लॉयज ने अपने हथियार निकाल लिए। सब उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन वूचैन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। वो आराम से बोला, सिस्टर ये हुआंग, तुम अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैचेस कराकर गैम्बलिंग से पैसा कमाती हो, प्रोटेक्शन मनी लेती हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के थ्रू ब्लैक मनी को वाइट बनाती हो। इन सब पर शायद ऊपर वाले लोग आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन तुम इंश्योरेंस कंपनी का यूज करके बे एरिया के 30 शहरों में से 123 लोगों की जान लेकर इंश्योरेंस फ्रॉड कर चुकी हो और लगभग 240 मिलियन का इंश्योरेंस पैसा लूट चुकी हो। ये सुनकर ये हुआंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने हाथ उठाकर जोर से कहा, रुको। उसके इशारे पर सारे एम्प्लॉयज ने अपने हथियार नीचे कर दिए। वूचैन ने बात जारी रखी, 4th टियर सिटीज में 2 या 3 केस है, 3rd टियर सिटीज में 4 या 5, 2nd टियर सिटीज में 7 या 8। तुमने सब कुछ इतनी प्लानिंग से किया, केसेस को अलग अलग जगह फैला दिया, कभी भी एक ही इंश्योरेंस कंपनी को टारगेट नहीं किया। हर इंसिडेंट को इतना रियलिस्टिक बनाया कि किसी को शक ही ना हो। सिस्टर ये मानना पड़ेगा, तुम वाकई बहुत कैपेबल हो। ये युआंग अब साफ परेशान दिख रही थी। वो गुस्से में बोली, बिना सबूत के ये बकवास मत करो। वूचैन मुस्कुरा कर बोला, सिस्टर ये हुआंग, मैं एक इंटेलिजेंस डीलर हूँ। चाहो तो पुलिस को 123 विक्टिम्स के नाम, हर इंसिडेंट का एग्जैक्ट लोकेशन और इंश्योरेंस फ्रॉड का पूरा पैसा किस तरह घुमाया गया सब डिटेल्स दे सकता हूँ। ये सुनते ये हुआंग ने तुरंत अपने सारे आदमियों को बाहर जाने का इशारा कर दिया। रूम में सिर्फ दोनों रह गए। उसने ठंडी आवाज में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? वूचैन ने वही जवाब दिया जैसे मैंने पहले कहा था, मुझे सिर्फ उन दोनों सवालों का जवाब चाहिए। फिर वो थोड़ा झुककर धीरे से बोला, वैसे मुझे पता है शायद तुम खुद भी उनका जवाब नहीं दे सकती, आखिर तुम भी किसी और के हाथ की कठपुतली हो। क्यों ना अपने असली बॉस को बुला लो, मैं उससे सीधी बात करना चाहता हूँ, जिसे सब लोग हमेशा एक हिडन ड्रैगन मानते थे और जिसे हर कोई मास्टर लू के नाम से जानता था। ये नाम सुनते ये हुआंग का चेहरा एकदम शौक से जम गया। तभी उसके बालों में लगे हेयर पिन से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। ये हुआंग, ये लड़का काफी इंटरेस्टिंग है, इसे अंदर ले आओ। ये युआंग वूचैन को अपने साथ ले आई। रास्ते में वूचैन सोचने लगा, ये मास्टर लू वाकई बहुत ही अजीब और असाधारण इंसान है। हजारों सालों की रीइंकार्नेशन में मैंने इस आदमी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन ढूंढी, लेकिन कभी भी कोई पक्का क्लू नहीं मिला। बस इतना जानता हूँ कि इसके पास भी कमाल का इंटेलिजेंस नेटवर्क है। ये बहुत पावरफुल है, लेकिन असल में कितना पावरफुल है ये आज तक समझ नहीं पाया। सीक्रेट रूम में जाते हॉलवे में अजीब सी धुन फैल गई। वूचैन ने मुस्कुरा कर कहा, मास्टर लू, आपका वेलकम करने का तरीका काफी अलग है। उसके सामने पर्शियन स्टाइल के कपड़े पहनी एक खूबसूरत यंग वुमन आई। वो धीरे धीरे उसके करीब आकर अदाओं से बोली, हेलो हैंडसम। वो तुरंत वूचैन से लिपट गई और धीरे से बोली, अभी के लिए अपनी सारी टेंशन और डाउट्स भूल जाओ। कभी कभी दुनिया जीतने से पहले किसी खूबसूरत प्यार में खो जाना भी जरूरी होता है। उसने धीरे धीरे वूचैन के कपड़े उतारते हुए कहा, पता नहीं क्यों पर पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे एक बहुत ही अलग सा एहसास हुआ। डार्लिंग, चलो हम डिंग 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 करते हैं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वूचैन ने बिना एक पल सोचे उसे जोर से किस कर दिया। बाहर से मास्टर लू की आवाज आई, ये हुआ, मैंने पहले भी कहा था ना, बड़े से बड़े हीरो भी खूबसूरत औरत के जाल में फंसी जाते हैं। वूचैन ने उस लड़की को एक हाथ से पकड़कर शांत आवाज में कहा, मास्टर लू, हिप्नोसिस से मुझे कमजोर करके खत्म करना चाहते थे, क्या आप मुझे इतना कम समझते हैं? तब मास्टर लू ने ताली बजाई, बस रुक जाओ। फिर वो हंसकर बोला, कमाल, ली फैमिली का सन इन लॉ सच में कमाल का है। आजकल के बहुत कम यंग लोग इस टेस्ट को पार कर पाते हैं, बहुत बढ़िया। वूचैन ने उस लड़की को छोड़ दिया और सीधा पूछा, तो मास्टर लू, अब क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? मास्टर लू ने धीरे से कहा, ठीक है, जब तुम इतनी मेहनत करके खुद मुझसे मिलने आए हो तो मैं भी कुछ बातें बता देता हूँ। मास्टर रैन को पकड़ने का मकसद था वू फैमिली की रेपुटेशन को और ज्यादा नुकसान पहुंचाना। जब फेक पेंटिंग्स उनके नाम से बिकेंगी तो लोग सोचेंगे कि शायद वू फैमिली का पूरा कलेक्शन ही नकली है। फिर लोग और सोचेंगे, क्या पता वू फैमिली खुद ही फेक पेंटिंग्स बनाती और बेचती हो। बस इतना डाउट ही काफी होता है लोगों के दिमाग में जहर भरने के लिए। वूचैन ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, उसके बाद वू फैमिली पर मिडल ईस्ट के रेबल्स को सपोर्ट करने का आरोप लगा, जिसकी वजह से उनका मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट रुक गया। शॉर्ट में कहे तो इस पूरी साजिश के पीछे डिंग फैमिली और मा फैमिली का हाथ है। मास्टर लू ने उसके लिए एक ग्लास में वाइन भरा और शांत आवाज में बोला, यंग मास्टर, तुम गलत समझ रहे हो, हमारा असली टारगेट वू फैमिली कभी नहीं थी। वूचैन ने वाइन का एक सिप लिया, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा, अगर टारगेट वू फैमिली नहीं है तो क्या टारगेट मैं हूँ? लू फैमिली और कौन सा गेम खेलना चाहती है? मास्टर लू ने उसकी तरफ देखा और एक ठंडी सी मुस्कान के साथ बोला, इस वक्त चाकू मेरे हाथ में और तुम कटने के लिए रखी हुई मछली। इतनी जल्दी मत करो, इस गेम को आराम आराम से खेलेंगे, जैसे वाइन को धीरे धीरे एंजॉय किया जाता है। वूचैन उसके करीब आया और बोला, अगर लू फैमिली को सिर्फ पैसा चाहिए तो मेरे पास उससे कमाने का बहुत आसान तरीका है। वू फैमिली से लड़ने में ही तुम्हारी इतनी मेहनत लग गई, और अगर सू फैमिली और ली फैमिली भी सामने आ गई तो मुश्किल और बढ़ जाएगी।
अंदर ही अंदर वूचन सोच रहा था, मुझे अभी भी इस बुड्ढे के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन पता है, किसी तरह इसे और बातें निकालवानी होंगी। मास्टर लू ने 2 संतरों में से एक संतरा उठाया और बोला, मुझे तुम्हारा ये आसानी से पैसा कमाने वाला डायलॉग बिल्कुल पसंद नहीं। वूचन हंस पड़ा, लू फैमिली मुझे सिर्फ एक पेन दे दीजिए, मैं दिखाता हूँ बिना किसी को मारे, बिना किसी इलीगल काम के पैसे कैसे कमाया जाता है। ये सुनकर मास्टर लू को थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, उसने तुरंत उस खूबसूरत लड़के को इशारा किया, एक पेन लेकर आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मिस्टर वू क्या कमाल दिखाने वाले हैं। वूचन ने पेन लिया, एक फोल्डिंग फैन पर साइन करने की जगह उसने सिर्फ कुछ नंबर्स लिखे, फिर बोला, ये जियान में कलर बॉल लॉटरी के विनिंग नंबर्स है, आधे घंटे बाद रिजल्ट आएगा। मेरे पास डोंग वेंग, जियांग जियांग और शाओ शाओ की लॉटरी के भी 3 और विनिंग कॉम्बिनेशंस हैं। मजे मजे में 20 मिलियन कमा लेना, ब्रेकफास्ट के नूडल्स का खर्च निकल जाएगा। आधे घंटे बाद लॉटरी के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। ये युआंग की आंखें शॉक से फट गई, चारों जगह एक भी नंबर गलत नहीं, सिर्फ आधे घंटे में 80 मिलियन। लेकिन मास्टर लू के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था। ये देखकर वूचन मुस्कुराया और बोला, लू फैमिली अब तो मान गए ना कि पैसे कितने आसानी से कमाया जा सकता है। इतने सालों से भाग दौड़ कर रहे हो, क्यों ना थोड़ा आसान तरीका ट्राई किया जाए। ये सुनते ही मिस्टर लू की आंखें हैरानी से फैल गई, उनके माथे पर पसीना आ गया। जो शांत अब तक बना हुआ था वो एक पल में टूट गया। तब वूचन धीरे धीरे उसका पूरा गुजरा हुआ पास्ट बताने लगा। 17 साल की उम्र में तुमने इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया था, वहाँ मैक्सिको के ट्रैफिकर्स के लिए गोलियां और बॉम्ब्स के बीच माल पहुंचाया। उस काम के बदले तुम्हें पहली बार $30,000 मिले, वही तुम्हारी जिंदगी की पहली असली कैपिटल थी। उसके बाद तुम वापस आए, लोगों से कर्ज वसूल किया, लड़कों के काम का अरेंजमेंट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग की। इन सब के बीच तुमने सिर्फ कनेक्शन ही नहीं बनाए बल्कि 2 मिलियन भी जमा कर लिए। फिर कई सालों तक तुम स्नेक हेड बनकर लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाते रहे। जब तक पैसा मिलता था तुम किसी की जान की परवाह किए बिना ही पैसा कमाते रहते थे। ओल्लू ने गहरी नजर से देखते हुए पूछा, तुम कितने सालों से मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आई कहाँ से? किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया? वूचन शांति से मुस्कुराए, लू फैमिली मुझ पर शक मत कीजिए, मैं एक इंटेलिजेंस ब्रोकर हूँ। आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बस ये साबित करता है कि आप वाकई एक बड़े आदमी हैं। वैसे क्यों ना हम मिलकर आसानी से पैसे कमाएं। मास्टरमाइंड को छोड़ दीजिए, फिर हम पार्टनरशिप में काम करेंगे, क्या ख्याल है? ओल्लू ठंडी आवाज में बोला, तुम इंटेलिजेंस ब्रोकर हो ना, तो क्या तुमने अपने बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं की? जिनसे तुम टकरा चुके हो क्या तुम्हें पता भी है वो कौन है? अपनी औकात जाने बिना मेरे साथ पार्टनरशिप की बात कर रहे हो? ये सुनकर वूचन अंदर ही अंदर सोचने लगा, मैं किससे टकरा गया? डिंग फैमिली, मा फैमिली, बाकी छोटे लोगों को इग्नोर ही कर सकता हूँ। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अभी सिर्फ डिंगलोंग के साथ ही हुआ है। सबको पता है ली रुबिंग और ले चैन उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन डिंग फैमिली के खिलाफ मेरा असली पेन अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये तो डिंग फैमिली नहीं हो सकती। मा फैमिली से भी मेरा सीधा कनेक्शन बहुत कम है। नहीं, लगता है शुरू से ही मेरी सोच गलत डायरेक्शन में थी। मैंने किसी छोटे आदमी को नजरअंदाज कर दिया। सबसे ऑब्वियस कॉन्फ्लिक्ट तो हाल ही में हुआ था, ज़ैंग युआन जो शिया नानमिंग का आदमी था। इंटरेस्टिंग, सब पुरानी इन्फॉर्मेशन दोबारा अरेंज करनी होगी। 1000 सालों की यादें उसके दिमाग में एक एक करके जुड़ने लगी। तो ज़ैंग युआन असल में मा फैमिली का इलेजिमेट बेटा है और लू फैमिली का मा फैमिली से ऑफिशियली कोई रिश्ता नहीं। लेकिन अगर लू उसकी मदद कर रहा है तो मतलब पुरानी जनरेशन में जरूर कोई कनेक्शन था। फादर माँ अस्थि में गुस्से में मर गए थे और अब मा फैमिली की ओल्ड लेडी भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। ये सुनते ही वूचन हल्का सा मुस्कुरा दिया, समझ गया, अब सारी बातें क्लियर हो गई। लू फैमिली की असली आइडेंटिटी यही है। ओल्लू ठंडी आवाज में बोला, अब और बातें करने का कोई फायदा नहीं, 80 मिलियन भी यही छोड़ दो और तुम भी यही रुकोगे। इतना बोलते ये युआंग सीधा वूचन पर झपटी, लेकिन वूचन इतने आसानी से हारने वाला नहीं था। उसने एक हाथ से ये युआंग का पैर पकड़ लिया। ये युआंग को हैरानी हुई जब वूचन ने कहा, मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे तो सिर्फ फायदा ही फायदा है, डिसीजन लेने से पहले मेरी बात तो पूरी सुन लो। उसने एक हाथ ये युआंग की कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके पैर ऊपर उठा दिए। चेहरे पर एक विजयी मुस्कान के साथ वूचन ने आगे कहा, मुझे पता चल गया इस सब के पीछे असली बॉस कौन है। लू फैमिली, आप मा फैमिली के कहने पर काम कर रहे हैं। ये सुनकर ओल्लू चुप हो गया। उसकी खामोशी देखकर वूचन और भी पक्का हो गया। वो बोला, क्या ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ज़ैंग युआंग को पीटा गया था और ज़ैंग युआंग मा फैमिली का इलिजिमेट बेटा है और आप मा फैमिली के छोटे भाई हैं। ये सुनते ही ओल्लू का चेहरा एकदम शांत हो गया। ये युआंग भी हैरानी से चिल्ला उठी, क्या मा फैमिली के छोटे भाई? वूचन ने आराम से एक और ग्लास वाइन भरा और बोला, तुम्हारी माँ ने अपनी सारी नफरत तुम पर निकाली, तुम्हें एक अनजान किसान के पास छोड़ दिया, यानी मा फैमिली से निकाल दिया गया। जब तुम्हें अपनी असली पहचान का पता चला तब तुमने कसम खाई कि एक दिन मा फैमिली को पछताना पड़ेगा। उसके बाद तुम हर जगह सिर्फ पैसा कमाने में लग गए, लेकिन इतनी बड़ी टेरिटरी मिलने के बाद भी तुम्हारी ताकत मा फैमिली के बिजनेस के सामने अभी भी छोटी थी। नॉर्मल सिचुएशन में अभी तो मा फैमिली के सामने कभी नहीं आते, लेकिन इस बार तुमने उनका कमीशन एक्सेप्ट किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मा फैमिली की ओल्ड लेडी ने तुमसे कोई प्रॉमिस किया है। वूचन ने वाइन का ग्लास ओल्लू के सामने रख दिया और बोला, चलिए मैं गेस करता हूँ। मा फैमिली का सबसे एल्डेस्ट बेटा बिल्कुल निकम्मा है, उसे सिर्फ लड़कों के पीछे भागना आता है।
दूसरा बेटा टैलेंटेड है लेकिन वो भी अपनी ही बहन के साथ उलझा हुआ है। आजकल दोनों बस अपनी सोकॉल्ड ट्रू लव में लगे हुए हैं, फैमिली बिजनेस की किसी को परवाह नहीं। इसलिए मा टियांगशंग को अचानक अपने इलिजिमेट बेटे की याद आ गई। लेकिन जैंग योंग को देखकर लगता है वो सिर्फ पंचों से खेलना जानता है, लेकिन लोगों को संभालना उसके बस की बात नहीं। इसी बीच सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब माँ फैमिली की ओल्ड लेडी मौत के करीब पहुंच गई। फैमिली इनहेरिटेंस का सवाल उठ खड़ा हुआ। शायद बाप से बेटी की जगह भाई से भाई तक जाने का वक्त आ गया। लू फैमिली, क्या ओल्ड लेडी का असली प्लान यही है? आखिर अफवाहें तो अफवाहें होती है, लेकिन वो उनकी माँ है, सबसे अच्छी तरह वही जानती है कि आप उनके असली बेटे हैं या नहीं। और वैसे भी आजकल डीएनए टेस्ट करवाना कोई मुश्किल बात थोड़ी है। वूचैन ने शांत आवाज में कहा, ओल्ड लेडी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भेजा ताकि जैंग युआन और टेंग शियांग का गुस्सा ठंडा हो जाए और तुम्हारे लिए माँ फैमिली में वापस जाने का रास्ता साफ हो। वो वाकई तुम्हारी बहुत परवाह करती है। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में वो बस अपनी पुरानी गलती सुधारना चाहती है, ये बात मैं समझ सकता हूँ। लेकिन क्या ओल्ड लेडी की मर्जी मा टियांगशंग की मर्जी भी है? ये सुनते ही लू के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। वूचैन ने तुरंत बात आगे बढ़ाई। एक बात बताओ, मा टियांगशंग ओल्ड लेडी की बात मानेगा या नहीं? इस पर दाव लगाने से अच्छा क्यों ना तुम और मैं मिलकर अपनी माँ फैमिली खड़ी करे। अगर मा टियांगशंग की ब्रांच गिर गई तो असली मेन फैमिली कौन होगी ये बाद में पता चल जाएगा। वूचैन की काबिलियत देखकर वू ने हाथ जोड़कर कहा, ईना रूम बदलो और मिस्टर वू की अच्छी सी मेहमान नवाजी करो। तो ऑर्डर मानते हुए ईना ने उसे अंगूर खिलाया और उसकी मालिश की, जबकि वो आराम से उसकी गोद में बैठकर उस मीठे फल का मजा ले रहा था। तभी लू ने पूछा, वूचैन तुम्हारे हिसाब से हम दोनों को किस तरह कोऑपरेट करना चाहिए? वूचैन बोला, ईना सर्विस बाद में कर लेना, सबसे पहले एक गेम दिखाता हूँ जो मास्टर लू भी देखेंगे। ये सुनते ही ईना शर्मा गए, हैं यही मास्टर लू के सामने? उसकी बात सुनकर वूचैन हंस पड़ा, अरे मैं बस मोबाइल गेम की बात कर रहा हूँ। तब जाकर ईना को समझ आया, ओ तो ये मतलब था। लगभग 15 मिनट बाद वूचैन ने पूछा, ईना गेम कैसे लगा? उसने एक्साइटमेंट से जवाब दिया, बहुत मजा आया, सुपर फन। वूचैन ने फिर पूछा, अगर ये गेम ऑफिशियली लॉन्च हो जाए तो क्या तुम इसे खेलना पसंद करोगी? ईना बिना सोचे बोली, बिल्कुल। तब वूचैन ने लू की तरफ देखकर कहा, लू फैमिली, अरब कंट्रीज अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। वो ग्लोबल गेमिंग सेंटर्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। मेरे पास टेक्नोलॉजी भी है और टैलेंटेड लोग भी। ये जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका है, क्या ख्याल है साथ मिलकर काम करें? फिर उसने प्रोजेक्ट के बारे में समझाना शुरू किया, जो जिस काम में एक्सपर्ट है वही संभालेगा। इनिशियल स्टेज मैं देखूंगा, बाकी ऑपरेशन ये युआंग संभालेगी। प्रॉफिट शेयरिंग मास्टर लू को 60%, मुझे 40%, कैसे लगा? ये सुनकर मास्टर लू हैरान रह गया, तुम कह रहे हो मुझे ऑपरेटिंग राइट्स भी मिलेंगे और प्रॉफिट का 60% भी? वूचैन आराम से बैठा हुआ बोला, तो डील पक्की समझे, अब बाकी इश्यूज भी सॉल्व कर देते हैं। लू ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, मास्टर रैन को भी छोड़ दिया जाएगा और वू फैमिली की ओरिजिनल पेंटिंग्स भी वापस कर दी जाएगी। लेकिन शायद पहले मिस्टर वू को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। ये सुनकर वूचैन चुपचाप सोचने लगा, अब मेरा और लू का कॉपरेशन शुरू हो चुका है। उसने जो कहा उसमें आधी बात खुली थी और आधी बात इशारा कर रही थी कि उनके पीछे अभी भी कुछ और लोग हैं। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें फिलहाल छेड़ना ठीक नहीं। वूचैन ने ईना के गाल पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहा, ठीक है मास्टर लू, मेरा एक दिन इंतजार कीजिए, मुझे कुछ काम निपटाना है। और एक और बात, ईना का मुझसे कोई खास कनेक्शन है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है उसे कोई और काम मत दीजिए, फिलहाल उसे मेरी असिस्टेंट बना दीजिए। ये सुनकर ईना भी हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। आधे दिन बाद मकाम में वूचैन ने मास्टर रैन को सुरक्षित घर पहुंचा दिया। ये देखकर जूहोंग की आंखें भर आई। वो भागकर मास्टर रैन के पास गई और बोली, मास्टर आप वापस आ गए। उसके लिए मास्टर रैन अपने पिता से कम नहीं थे। वो रोते हुए उनके गले लगकर बोली, मुझे लगा था मैं आपको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। मास्टर रैन ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, ठीक है पागल लड़की, अब सब ठीक है। तब वूचैन ने डॉलर का एक बंडल निकाला और बोला, मास्टर इन दिनों जो तकलीफ हुई ये सिस्टर युआंग की तरफ से कॉम्पेंसेशन है। एक हफ्ता आराम कीजिए, बाकी बाद में देखेंगे। जुआंग ने तुरंत मना कर दिया, आराम करने का टाइम नहीं है, ये जगह अब सेफ नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से शिफ्ट होना होगा। वूचैन हंसकर बोला, आज के बाद कोई तुम दोनों को हाथ भी नहीं लगा सकता, अब बिग सर्कल के लोग भी तुम्हारे बॉडीगार्ड्स की तरह प्रोटेक्शन करेंगे। फिर उसने मजाक में कहा, सिस्टर जुआंग तुम्हारी सफाई करने की स्पीड अब भी उतनी ही तेज है। जुआंग हैरान होकर बोली, तुमने मुझे कब सफाई करते देखा? कहीं फिर से ये तो नहीं बोलोगे कि हम 50 साल से एक दूसरे को जानते हैं? वूचैन हंस दिया, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे एक इमरजेंसी आ गई है, मेरे पास किसी और को ढूंढने का टाइम नहीं। सिस्टर जुआंग मेरी एक मदद करोगी? ये सुनते ही जुआंग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। हैं? रास्ते में आते वक्त वूचैन ने मास्टर रैन से काफी बातें जान ली थी। वो सोचने लगा, लू हमेशा से मुझसे दुश्मनी रखता था और मा टियांगशंग के साथ मिलकर मौका देखते ही मुझे खत्म करना चाहता था, लेकिन जिस ज्वेलरी पॉइजनिंग इंसिडेंट की मुझे उम्मीद थी वो अब तक हुआ ही नहीं। यानी मा टियांगशंग ने लू के प्लान को और भी इम्प्रूव कर दिया। पर अच्छी बात यह है कि आज लू मकाऊ में ही है और उस साजिश का असली प्लान जानने का सबसे आसान तरीका सीधा उसी तक पहुंचना है। मास्टर रैन बोले, लिटिल ब्रदर मेरी डिसाइपल को सफाई करने और भागने के अलावा कोई खास स्किल नहीं आती, मुझे डर है कि वो तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। वूचैन ने बीच में ही बात काट दी, मास्टर रैन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ सिस्टर जुआंग को जरा भी खतरा नहीं होगा।
फिर सीन बदलता है 1 घंटे बाद मकाओ के एक कसिनो में। ले लगातार कई राउंड्स हार चुका था, उसने आधे दिन में 30 मिलियन गवा दिए थे। वो सोच रहा था आज तो मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। तभी एक खूबसूरत ब्लैक ड्रेस पहने जुआंग उसके पास आई और प्यार से बोली, हैंडसम मैं पहली बार कसिनो में आई हूँ, मुझे खेलना बिल्कुल नहीं आता, क्या आप मेरी तरफ से 2 गेम्स खेल देंगे? ये देखकर ले के चेहरे पर मुस्कान आ गया। ऑफ कोर्स, एक खूबसूरत लड़की की हेल्प करना मेरे लिए खुशी की बात है। अंदर ही अंदर वो सोचने लगा, लगता है कसिनो में आज मेरा दिन खराब है, लेकिन लव लाइफ में तो जैकपॉट लग गया। उसने पहला गेम खेला और तुरंत जीत गया। जुआंग खुशी से उछल पड़ी, वाह हम जीत गए, हैंडसम आप तो बहुत अमेजिंग हो। ये सुनकर ले जोर से हंस पड़ा। जुआंग की कमर पर हाथ रखते हुए उसने सोचा, ये लड़की जैसे ही मेरे पास आई मैं तुरंत जीत गया, कहीं ये मेरी लकी चार्म तो नहीं? तभी अचानक एक तगड़ा सा यंग आदमी गुस्से में चिल्लाता हुआ वहाँ आ गया, अरे मैं तेरा इतना ख्याल रखता हूँ और तू यहाँ कसिनो में नए आदमियों के साथ घूम रही है। वो सीधा ले की तरफ दौड़ा और एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। ले सीधा दूर जा गिरा। उसके बॉडीगार्ड्स घबरा गए। बॉस बॉस, सब मिलकर उस आदमी को पकड़ने के लिए टूट पड़े। एक एम्प्लॉय घबरा कर बोला, सॉरी बॉस, हमें पता ही नहीं चला कि ये गुंडा अंदर कब घुस आया। लेने गुस्से में हाथ हिला दिया, ठीक है इसे अच्छे से सबक सिखाओ, मैं रेस्टरूम जा रहा हूँ। रेस्टरूम में घुसते ही वो बड़बड़ाया, क्या बकवास दिन चल रहा है? लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसके पीछे एक साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके तुरंत बाद ही झटक, एक स्टन गन का झटका। ले तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और उस पर अटैक करने वाली और कोई नहीं बल्कि डिस्गाइज में जुआंग थी। उसने आराम से एक यूएसबी निकाला और ले के फोन का डाटा कॉपी करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वूचन के पास डाटा पहुंच चुका था। वो मुस्कुराया, तुम लोगों ने खुद मुझे मजबूर किया है, अब मेरी तरफ से कोई रहम मत एक्सपेक्ट करना। उसने तुरंत फोन लगाया, एनयुआंग मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, इन लिस्ट में से जितने भी एड्रेस है सबको एनोनिमस लेटर भेज दो। लेटर का कंटेंट मैं थोड़ी देर में भेज दूंगा। एनयुआंग बोली, समझ गई ब्रदर वू। वूचन ने फिर कहा, और हाँ आज रात सोने से पहले हॉट सर्च पर एक धमाकेदार न्यूज छोड़ देना। एनयुआंग हंसी, नो प्रॉब्लम। 3 घंटे बाद वूचन दोबारा ओल्ड लू से मिला। ओल्ड लू पहले से ही बार में उसका इंतजार कर रहा था। वो बोला, मिस्टर वू एक दिन भी नहीं लगा और तुम वापस आ गए। वूचन मुस्कुरा कर बोला, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब हमारी पार्टनरशिप की डिटेल्स फाइनल करनी है। उसने अपना फोन ओल्ड लू के सामने रखा और बोला, ले और मार्टी यंगशंग मिलकर जिनफू ग्रुप को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। प्लान कुछ ऐसा था, ज्वेलरी बायर्स में से वो मिडिल क्लास फैमिली के बुजुर्ग लोगों को टारगेट करेंगे, फिर अपने आदमियों को ज्वेलरी एक्सपर्ट बनाकर भेजेंगे और ज्वेलरी कैर के नाम पे असली ज्वेलरी को नकली से बदल देंगे। उसके बाद उन लोगों को जहर दिया जाएगा। गरीब लोग अक्सर पुलिस और कोर्ट के चक्कर से डरते हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली चुप नहीं बैठेंगी। वो जिंगफू ग्रुप के खिलाफ मिलकर हंगामा करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले वू फैमिली के साथ किया गया था। ये सुनकर ओल्ड लू और ये युआंग दोनों के चेहरे बदल गए। ये प्लान उनके प्लान से भी ज्यादा खतरनाक था। ओल्ड लू धीरे से बोला, तो मिस्टर वू तुम्हें। वूचन ने उसकी बात पूरी कर दी, जो लोग डिस्गाइज में जाएंगे उनकी सबके लिए सारे सबूत और जिन लोगों को टारगेट किया गया है सब कुछ मैंने भेज दिया। अब वो लोग क्या सोचेंगे और कैसे रिएक्शन देंगे उस पर मेरा कंट्रोल नहीं। तभी ये युआंग ने जल्दी से अपना फोन आगे बढ़ाया, ब्रदर लू जल्दी हॉट सर्च देखिए, बहुत बड़ा धमाका हो गया। टॉप न्यूज नंबर 1, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरजेंसी इंटरवेंशन शुरू कर दी। नंबर 2, कमर्शियल प्रॉफिट के लिए इंसान की जान से खेलने वाले निर्दयी लोग। ये सब देखकर ओल्ड लू के माथे पर पसीना आ गया। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा, सिर्फ आधे दिन में 30 साल में पहली बार मैंने किसी को इतना बड़ा पलटवार करते देखा है। ये सिर्फ ली फैमिली के सन इन लॉ की कैपेबिलिटी नहीं हो सकती, इसके पीछे आखिर कौन सी ताकत है? ये वूचन असल में है कौन? दूसरी तरफ वूचन ने एक बड़ी सी जाम ली, आज काफी थक गया हूँ। कल तक वो फैमिली और सू फैमिली के शेयर ऊपर चढ़ जाएंगे और ले फैमिली के शेयर सीधे नीचे गिरेंगे। उसके बाद आराम से पार्टनरशिप की डिटेल्स डिस्कस करेंगे, कैसे रहेगा। ओल्ड लू ने तुरंत सिर हिला दिया, ठीक है जैसे मिस्टर वू कहेंगे वैसे ही होगा। फिर उसने ईना की तरफ देखकर कहा, ईना आज रात मिस्टर वू का अच्छे से ख्याल रखना। कुछ देर बाद प्राइवेट रूम के बाथटब के अंदर ईना वूचन की पीठ मालिश कर रही थी। वो धीरे से बोली, मिस्टर वू आप इतनी छोटी उम्र में इतने कैपेबल कैसे हो गए? वूचन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ईना मुझे लगता है तुम्हारी बात के पीछे कोई मतलब छुपा हुआ है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? उस वक्त ईना बाथटब के अंदर वूचन का खास ख्याल रख रही थी। कभी अपने हाथों से उसकी मसाज कर रही थी, कभी उसे अपने ट्विन टावर से आराम दे रही थी। वो धीरे से बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं मिस्टर वू, नहाना हो गया या फिर बेडरूम चले? ये सुनते ही वूचन तुरंत खड़ा हो गया लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी ईना दौड़ कर गई, लाइट्स बंद कर दी और साथ ही दरवाजा भी अच्छे से बंद कर दिया। वूचन बेड पर लेट गया और बोला, लाइट्स बंद करने की जरूरत नहीं है। फिर ईना खुद उसके पास आई। वो बहुत ही खुश लग रही थी। मुस्कुराते हुए बोली, जितनी बड़ी तुम्हारी एबिलिटी होती है उतनी ज्यादा आदतें भी होती हैं। वूचन ने पूछा, आदतें? तो क्या तुम जानती हो कि मैं क्या करना चाहता हूँ? ईना ने धीरे से अपना टॉवेल उतारना शुरू किया और उसके बदन की खूबसूरत कर्व्स नजर आने लगी। वो हल्के से मुस्कुरा कर बोले, आज रात मिस्टर वू जो भी चाहेंगे मैं वही करूंगी। वूचन बेड पर बैठ गया, टॉवेल उठाकर वापस उसकी तरफ फेंका और बोला, मुझे वो लोग पसंद है जो पूरे दिल से वफादार होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और ख्याल चल रहा है तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर नहीं सकता।
रिजेक्ट होने के बाद ईना चुप हो गई। वूचन ने आगे कहा, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम जानबूझकर डुएंग गैंग में रुकी हुई हो क्योंकि तुम लू फैमिली की पावर का यूज करके उस इंसान को ढूंढना चाहती हो जिसने तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मर्डर किया था, और तुम चाहती हो कि मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूँ। सही कहा ना? ये सुनते ही ईना का चेहरा बदल गया। वो हैरान होकर बोली, आपको ये सब कैसे पता? वूचन ने आराम से पानी का एक घूंट पिया और बोला, अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता ना होता तो मैं लू टेरिटरी में तुम्हें अपने असिस्टेंट बनाने की हिम्मत ही कैसे करता। फिर उसने उसकी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। तुम्हारा बॉयफ्रेंड ज़ेंगचेंग के चीफ ब्रिज इंजीनियर सीचिंग का बेटा था। तुम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले उसका मर्डर कर दिया गया। किलर के हाथ की कलाई पर नंबर 47 का टैटू था और उसने चाकू से उसकी जान ली थी। उस वक्त तुम अपनी वेडिंग ड्रेस पहने हुई थी। जब तुम्हें उसकी मौत की खबर मिली, उस एक पल में तुम्हारी पूरी दुनिया बिखर गई। तब से तुम उस किलर से इतनी नफरत करती हो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे ढूंढ कर रहोगी। उसके पेरेंट्स ने भी हर जगह क्लूज ढूंढने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आखिरकार वो केस लोकल पुलिस के लिए कोल्ड केस बनकर रह गया। वूचन ने आगे कहा, वो किलर डीप वेब पर काम करने वाली एक इंटरनेशनल असैसिन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। उस ऑर्गेनाइजेशन के हर असैसिन के पास एक अलग नंबर का टैटू होता है। वो लोग इतना चालाक है कि उनका कोई पता ही नहीं चलता। सिर्फ इतना ही नहीं, मा फैमिली के पुराने दुश्मन नॉर्थ के टोंग फैमिली के यंग मास्टर का भी मर्डर कोड नंबर 69 वाले असैसिन ने ही किया था। मुझे पता है कि इसका मा फैमिली से गहरा कनेक्शन है। टोंग फैमिली के इंसिडेंट के बाद उनके इंडस्ट्री का मार्केट शेयर बहुत जल्दी मा फैमिली ने अपने कब्जे में कर लिया, और अब लू फैमिली को भी वो इतना दबा चुके हैं कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। मैं मा फैमिली को अब और फ्री टाइम नहीं दूंगा। फिर वूचन ने ईना से कहा, मैं तुम्हारी नंबर 47 को ढूंढने में मदद करूंगा। बदले में मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ मेरी अच्छी असिस्टेंट बनकर काम करते रहना। अब लाइट्स बंद कर दो। ये सुनकर ईना ने बस धीरे से कहा, हैं? अगले दिन लू फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली साइन हो गया। दोनों ने एक दूसरे से हैंडशेक किया। वूचन बोला, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब मैं मा टियांगशियांग के लिए कुछ तैयारी करने जा रहा हूँ। कृपया पहले से लू फैमिली को बता दीजिए। बुजुर्ग आदमी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, क्या मिस्टर वू मा फैमिली के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं? वूचन ने शांत आवाज में जवाब दिया, इससे मा फैमिली की फाउंडेशन को कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे मोंग का चेहरा ना देखो, बुद्धा का चेहरा तो देखना ही पड़ता है, इसलिए निश्चिंत रहिए। बुजुर्ग ने कहा, जब तक ओल्ड मैडम की कंडीशन और खराब नहीं होती मुझे बाकी किसी बात की परवाह नहीं। वूचन उठते हुए बोला, ठीक है लू फैमिली, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अगर कुछ भी हो मुझे कॉल कर देना। फिर सीन शिफ्ट होता है। दोपहर का वक्त था। लोकेशन पटाया, थाईलैंड। वूचन एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। उसने ऑर्डर किया एक थाई करी, एक टॉम सूप और एक बेसिल मिंट पोर्क विद राइस। थोड़ी देर बाद एक डरावने चेहरे वाला बुजुर्ग शेफ उसका खाना लेकर आया। वूचन खाना देखते हुए बोला, थाई फूड वैसे तो अच्छा है, लेकिन रोज रोज खाने के बाद डाइजेस्ट करना मुश्किल होता जाता है। काश एक प्लेट चाइनीज एग फ्राइड राइस मिल जाती। पास खड़ा गंजा आदमी बोला, वहाँ सामने एक छोटा सा फास्ट फूड स्टॉल है, उसकी ओनर बहुत कमाल का खाना बनाती है, आप जाकर उसे कह सकते हैं। वूचन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं पूछने में शर्मा जाऊंगा, मुझ में उसकी आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं है। ये सुनते ही बुजुर्ग आदमी एक पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर शक साफ नजर आ रहा था। वूचन खाना खाते खाते बोला, 5 साल पहले एक मिशन के दौरान मैं बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। रिकवर होने के लिए मैं यहीं आया था। उस स्टॉल की ओनर की सच्ची फिक्र और देखभाल ने मेरी दिल की जख्म तक भरती है। मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ और उसे देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है। रात के 12:30 बज रहे थे। वूचन सफेद रेत पर बैठा समुद्र की लहरों को देख रहा था। तभी वो गंजा आदमी उसके पास है और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें मेरी उस स्टॉल की ओनर पर सीक्रेट क्रश के बारे में कैसे पता चला? वूचन ने जवाब दिया, सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ पता है, यहाँ तक कि तुम्हारा सबसे गहरा राज भी और तुम्हारी असली पहचान। तुमने अपना पुराना सब कुछ छोड़ दिया, ऑर्गेनाइजेशन से निकलकर एक शांत जिंदगी जीना चाहा। इतनी सारी किलिंग्स के बाद तुमने अपना नाम बदला और दूसरे देश भाग गए, और तुम वाकई अपनी जिंदगी को पाने में कामयाब हो गए। वूचन की बात खत्म होते ही नंबर 56 ने बिना एक सेकंड गवाए अपना डैगर उसकी तरफ फेंका। वूचन ने भी तुरंत अपनी छुरी उसकी तरफ उछाल दी, और जैसे हमेशा होता था, ये लोग किसी को बात पूरी ही नहीं करने देते। दोनों छुरियां हवा में टकराए और दूर जाकर गिर गई। वूचन ने अपनी छुरी की नोक उसकी तरफ करते हुए कहा, नंबर 56, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारी हर आदत मुझे याद है। मैं पहले भी तुम्हारे जैसे फाइटर से लड़ चुका हूँ। अगर अभी हम दोनों लड़े तो जीत मेरी ही होगी। लेकिन नंबर 56 ने वही पुराना सवाल दोबारा पूछा, तुम कौन हो? वूचन को 1000 साल की रीइंकार्नेशन के दौरान गुजरा हुआ वक्त याद आ गया। उसने धीरे से कहा, हमारी थ्रोइंग नाइफ और शूटिंग स्किल तब तक आगे नहीं बढ़ती थी जब तक हम एक दूसरे के सामने ना आते। इस हिसाब से हम दुश्मन भी थे और दोस्त भी। फिर वो बोला, मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। नंबर 56 ने पूछा, तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? वूचन ने अपना वेपन नीचे रख दिया और बोला, नंबर 47, वो भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ चुका है ना? मुझे पता वो कहाँ है। ये कहते हुए वूचन ने लॉलीपॉप निकाली और उसकी तरफ उछाल दी। नंबर 56 ने लॉलीपॉप पकड़ते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बता दूंगा?
वूचान मुस्कुराया, क्योंकि तुम ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए छोड़े थे ताकि बाकी की जिंदगी चैन से जी सको। लेकिन नंबर 47 अलग है, उसके अंदर पैदाशी एंटी सोशल टेंडेंसीज है। मिशन कंप्लीट करने के अलावा भी जो चीज उसे पसंद नहीं आती वो उस पर अटैक कर देता है, चाहे वो बोल ना सकने वाले कुत्ते और बिल्लियां ही क्यों ना हो। ऑर्गेनाइजेशन के थोड़े बहुत रूल से भी उसे नफरत थी, इसलिए उसने ऑर्गेनाइजेशन इसलिए छोड़ा ताकि और भी ज्यादा खुलकर लोगों का शिकार कर सके। वो शायद अब भी खुद को इंसान समझता हो, लेकिन एक ऐसा पागल किलर इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। नंबर 56 ने लॉलीपॉप का लंबा कश लिया और बोला, चाहे अंजाम कुछ भी हो, कम से कम मैं इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि पिछले 2 दिन से नंबर 47 डोंगाई में है। ये सुनते ही वूचान का चेहरा बदल गया। डोंगाई में? सच में? उसके आंखों में ठंडी सी मारने वाली चमक आ गई। नंबर 47, तुमने स्वर्ग जाने का टिकट छोड़कर सीधा जहन्नुम में कदम रख दिया। अब अपने पापों का हिसाब देने के लिए तैयार हो जाओ। वूचान ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, शुक्रिया इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं तुम्हारा एक एहसानमंद हो गया, अगली बार मिलेंगे तो ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। नंबर 56 बस चुपचाप अंधेरी रात में दूर जाते हुए वूचान की परछाई को देखता रहा। उधर वूचान ने तुरंत अपनी ट्रस्टेड टीम को कॉल लगाया। ज़ैंगो अनगाउजी, तुरंत डोंगाई के सबसे बड़े लोगों से कांटेक्ट करो, पूरा लॉकडाउन करवा दो, आज से कोई डोंगाई से फ्लाइट लेकर बाहर ना जाए। नंबर 47, तुम गलत जगह आ गए हो, ये वूचान का एरिया है, अब तुम्हारे लिए सिर्फ 1 मिनट की खामोशी ही बची है। फिर सीन चेंज हुआ। सुबह सुबह का वक्त था। एक खूबसूरत लड़की सुपर हॉट बिकिनी पहने हुए सेल्फी ले रही थी। तभी वो लड़की उठकर बोली, शिनशिन तुम्हारी मॉम का कॉल आ रहा है। पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पीछे से एक आदमी चुपके से उसकी तरफ बढ़ रहा था। शिनशिन ने कॉल रिसीव की। मॉम, मैं शायद आज घर नहीं आऊंगी, शान मुझे मिलने आई है, मैं उसके साथ 2 दिन और एंजॉय करना चाहती हूँ, आप मेरी टेंशन मत लेना। कॉल कट होते ही शिनशिन खुशी से बोली, शान चलो 2-3 और लैप स्विमिंग करते हैं। शान मुस्कुरा कर बोली, नहीं अब और स्विमिंग नहीं, चलो कुछ खा लेते हैं, एनर्जी रिचार्ज करनी है। लेकिन उसी पल किसी ने अचानक उसके हाथ से फोन गिरा दिया। शान सीधा जमीन पर मुंह के बल गिर गई और बेहोश हो गई। ये देखकर शिनशिन घबरा गई। सिस्टर शान। वो तुरंत उसके पास बैठी और उसकी पल्स चेक की। सांस चल रही है, लेकिन क्या हुआ? शान उठो, मुझे डराओ मत। तभी उनके पीछे एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में किसी केमिकल से भरी सिरिंज थी। जैसे वो कुछ करने वाला था, एक और हाथ बिजली की तरह आया और उसकी कलाई पकड़ ली और क्रैक, उसका हाथ तुरंत टूट गया और सिरिंज जमीन पर गिर पड़ी। वो और कोई नहीं, वूचान था। उसने ठंडी आवाज में कहा, नंबर 47, बस यही रुक जाओ। वूचान को देखते ही शिनशिन खुशी से चिल्लाई, टीचर आप आ गए। अपना शिकार हाथ से निकलता देख नंबर 47 गुस्से से दहाड़ उठा, तुम कौन हो साले? उसने जोर लगाकर वूचान की पकड़ से खुद को छुड़ाया और तुरंत डैगर निकाल लिया। मर जा साले, चिल्लाते हुए वो सीधा वूचान पर टूट पड़ा। लेकिन वूचान बिल्कुल शांत खड़ा रहा। जैसे ही टाइगर उसकी गर्दन के पास पहुंचा, उसने नंगे हाथों से उसके ब्लेड पकड़ ली। फिर आराम से बोला, बेकार की रेजिस्टेंस मत करो नंबर 47, मेरे साथ चलो। अगले ही पल वूचान ने जोर लगा और उसका हाथ तोड़ दिया, फिर उसे सीधा जमीन पर दबा दिया। वूचान की ताकत के सामने खुद को बेबस देखकर नंबर 47 हैरान रह गया। साले छोड़ मुझे। वूचान ने शांत लहजे में जवाब दिया, ज्यादा हिलेगा तो और दर्द होगा। फिर उसने बस हल्का सा प्रेशर बढ़ा और क्रैक क्रैक क्रैक। उसके बाद उसे लगातार हड्डियां चटकने की आवाज आने लगी। दर्द इतना जबरदस्त था कि नंबर 47 की आंखें उलट गई। वो सिर्फ जोर जोर से चीखा और आखिर में बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि वो मजबूत रस्सी से बुरी तरह बंधा हुआ था। नंबर 47 ने दांतों तले होठ दबाकर पूछा, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के बाद आज तक कोई मुझे ट्रैक नहीं कर पाया, तुम आखिर कौन हो? वूचान ने शांत आवाज में कहा, अब सवाल पूछने की बारी तुम्हारी नहीं है। अब तुम सिर्फ अपनी किस्मत का इंतजार कर सकते हो और जो अंजाम मिलेगा उसे एक्सेप्ट करना होगा। आधे दिन बाद मिस्टर वू के हेडक्वार्टर्स में वूचान नंबर 47 को घसीटकर सबके सामने ले आया। उसके खिलाफ सबूत पहाड़ की तरह मजबूत थे। ईना भी वही मौजूद थी। जैसे उसने अपनी फियांसे के कातिल को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती हुई आवाज में बोली, शीजिंग इतना अच्छा इंसान था, फिर तुमने उसका मर्डर क्यों किया? नंबर 47 ने बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, जब कमर पर तलवार और हाथ में तीर हो तो इंसान की जान सुअर या कुत्ते से ज्यादा कीमती नहीं होती। मारना ही तो है, इसके लिए किसी वजह की क्या जरूरत है? वूचान ने ईना की तरफ देखकर पूछा, आप बताओ बदला लेने का क्या तरीका सोचा है? ईना गुस्से से कांप रही थी। उसकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि नंबर 47 की तरफ देखे। वो बोली, मैंने ना जाने कितनी बार सोचा था कि इसे पकड़ने के बाद इसे बहुत तकलीफ दूंगी, लेकिन शीजी कभी नहीं चाहता कि मैं भी इसकी तरह बन जाऊं, इसलिए इसे पुलिस के हवाले कर देना ही बेहतर होगा। ये सुनते ही नंबर 47 बिल्कुल पागल हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्या तुम लोग मुझे पुलिस स्टेशन भेजना चाहते हो? नहीं नहीं, मुझे बचपन से ही पुलिस से नफरत है। उसकी आंखों में खून उतर आए, चेहरे पर सिर्फ नफरत और गुस्सा था। वो धाड़ कर बोला, पुलिस वालों को मारना होगा, वो साले सबके सब मरने चाहिए। फिर उसकी दिमाग में बचपन की यादें ताजा हो गई। एक मोहल्ला जहाँ उसने पुलिस की असली हकीकत देखी थी। उस वक्त वो एक अलमारी के कोने में छुपकर बैठा था। डर के मारे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी।
पुलिस वाला एक लड़की को मजबूर कर रहा था ताकि वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाए। पुलिस वाला चिल्लाया, जोर से बोला, आज खाना नहीं खाया क्या? जल्दी, मजा नहीं आ रहा। साली, मैंने ही तुम जैसे गरीबों की हिफाजत की है। उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने के बाद उसने लड़की को मजबूर किया कि वो उसे ऑस्कर अवार्ड दे। फिर उसने नंबर 47 की तरफ उंगली करके कहा, इसके साथ खेलना बहुत बोरिंग है। उस छोटे कमीने को घुटने के बल बैठाओ और मेरे पैर की उंगलियां चटवाओ। उस वक्त का छोटा नंबर 47 इतना डरा हुआ था कि अपनी माँ को और तकलीफ ना हो, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। लेकिन पुलिस वाले ने उसे जोर से लात मार दी। निकम्मा बच्चा, कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। फिर उसने उसकी माँ को जोर से थप्पड़ मारा। तुमने अपने बच्चे को कुछ सिखाया भी है या नहीं? वो औरत नंबर 47 की माँ थी। अपनी माँ को इतनी बेइज्जती सहते देखकर उसकी आंखें गुस्से से भर गई। वो उस पुलिस वाले पर टूट पड़ना चाहता था, लेकिन पुलिस वाले के हाथ में लॉलीपॉप थी। वो गरज कर बोला, अरे ये छोटा साला मुझ पर हमला करेगा, मरना चाहता है क्या? जैसे उसने लॉलीपॉप उठाई, उसकी माँ दौड़कर उसके सामने आ गई। उसने नंबर 47 को जोर से धक्का दिया और रोते हुए चिल्लाई, बेटा भाग जा, जल्दी भाग। नंबर 47 दौड़ पड़ा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर तेज बर्फ का तूफान चल रहा था। उसके पैर बर्फ में जम रहे थे, लेकिन वो रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। तभी डिश के बंदूक चलने की आवाज गूंजी। आंखों में आंसू लिया उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी उसे भागना ही पड़ा। उसकी दर्द भरी चीख माँ पूरे बर्फ के तूफान में गूंज उठी। फिर सीन चेंज हुआ टोंग फैमिली विला में। काले कपड़ों में एक यंग आदमी बोला, मिस, पुलिस स्टेशन से खबर आई है, जिस असैसिन ने यंग मास्टर का मर्डर किया था उस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर पकड़ा गया है। फुल काट रही लड़की खुशी से पलट कर बोली, सच में? उसे किसने पकड़ा? डायरेक्टर वैग ने तो कहा था कि उसका कोई पता ही नहीं चल रहा। यह लड़की थी टोंग शिंग। अपने मर चुके भाई से उसे बहुत गहरा रिश्ता था। यंग आदमी ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि उस कातिल को डोंगाई के ली फैमिली के दामाद और ली रूबिंग के बॉयफ्रेंड वूचेन ने पकड़ा है। टोंग शिंग थोड़ी हैरान रही। वूचेन? इतने सालों तक हमने पुलिस और हर कनेक्शन का यूज किया, फिर भी कोई क्लू नहीं मिला और उसने इतनी आसानी से इसको पकड़ लिया। 2 दिन बाद टोंग शिंग दूर खड़ी एक जगह को देख रही थी। उसने मनी मन सोचा, क्या यही वूचेन से मिलने की जगह है? लेकिन मैं ऐसी जगह कभी नहीं आई, अब क्या करूँ? तभी बैंगनी बालों वाला यंग लड़का उसके पास आया और बोला, लिटिल ब्यूटी, अंदर आना चाहती हो लेकिन शर्मा रही हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। टोंग शिंग डर कर थोड़ी पीछे हट गई। तभी एक दूसरा लड़का दौड़ता हुआ आया और उस पर्पल हेड लड़के को जोर से लात मारी। गायब हो जा, यहाँ फालतू पंगा मत कर। टोंग शिंग को उस पर्पल हेड लड़के के लिए थोड़ी सिंपैथी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा जो किया उसका यही अंजाम था। थोड़ी देर बाद उसे वूचेन के पास ले जाएगा। टोंग शिंग मुस्कुराते हुए बोली, हेलो वूचेन, मैं टोंग शिंग हूँ, क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? वूचेन ने हल्का सा मुस्कुराते उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, ओ तो आप टोंग फैमिली की यंग लेडी हैं। मिस टोंग, सीधी बात करते हैं, आप मुझसे क्या चाहती हैं? टोंग शिंग ने ईमानदारी से उसका हाथ मिला और बोली, मैंने सुना है आपने असैसिन नंबर 47 को पकड़ लिया, क्या आप मेरी भी एक इंसान को पकड़ने में मदद करेंगे? मैं आपसे फ्री में मदद नहीं मांग रही, मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी है मैं आपको रिवॉर्ड दे सकती हूँ या कोई भी डील कर सकती हूँ, आप क्या सोचते हैं? वूचेन ने सामने खड़ी इस लड़की को दिलचस्प नजर से देखा, फिर बोला, मदद तो मैं जरूर कर सकता हूँ, लेकिन मिस टोंग मुझे बदले में क्या दे सकती हैं? टोंग शिंग ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, जब तक वो काम इंसाफ के खिलाफ ना हो, मेरी फैमिली के रेपुटेशन को नुकसान ना पहुंचाए और एथिक्स के खिलाफ ना हो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वूचेन मुस्कुरा और मनी मन सोचने लगा, सब कहते हैं कि टोंग शिंग में टोंग फैमिली का बिजनेस संभालने की पूरी काबिलियत है। आज मिलकर लगा कि वाकई इस लड़की में अपनी अलग ही पर्सनैलिटी और चार्म है। अगर मैं इसकी मदद कर दूं तो टोंग फैमिली को अपनी साइड लाना और साथ ही थोड़ा पैसा कमा लेना बुरा डील नहीं होगा। वूचेन बोला, ठीक है, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगा, और रही बात बदले में तुमसे क्या चाहिए उसके बारे में अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, जब सोचूंगा तब बता दूंगा। टोंग शिंग खुशी से मुस्कुरा उठी, सच? बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। फिर सीन चेंज हुआ डोंगाई के कोस्ट पर बने स्पेशल क्राइम कंट्रोल प्रिजन के रूम नंबर 1 में। वूचेन जेल की सलाह के बाहर खड़ा था। उसने पूछा, वो चीज पहनकर ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा ना? नंबर 47 ने गुस्से से जवाब दिया, उस चीज को पहनने के बाद मैं कुत्ते की तरह सिर्फ लेट ही सकता हूँ। उसके चेहरे पर इंटरोगेशन और पिटाई के निशान साफ दिख रहे थे। वो गुस्से में बोला, क्या ये सब तुम्हारी वजह से ही नहीं हो रहा? अब और क्या चाहिए तुम्हें? वूचेन शांत लहजे में बोला, तुमने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स का मर्डर किया है, इसलिए तुम्हारे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी यहाँ की जिंदगी थोड़ी आसान बना सकता हूँ। नंबर 47 ने तंज भरी हंसी के साथ कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारी इतनी अच्छी नीयत होगी। वूचेन बोला, बदले में मुझे बस एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम्हारे पुराने टीममेट के बारे में, नंबर 69। ये सुनते ही नंबर 47 जोर से हंस पड़ा, हा 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 हा, तुम चाहते हो मैं अपने टीममेट से गद्दारी करूं? तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा? मैं चाहे कितना भी गिरा हुआ इंसान क्यों ना हूं, लेकिन मैं इतना घटिया काम नहीं करूंगा। वूचेन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरी नजर में इस दुनिया की लगभग हर चीज का सौदा हो सकता है, बस उसके पीछे वजह काफी बड़ी होनी चाहिए। तो फिर एक बार फिर पूछता हूँ, मैं न्यूयॉर्क के हाई रैंकिंग पुलिस चीफ रॉबर्ट लेटो को हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब कर दूंगा, बदले में तुम मुझे नंबर 69 की इन्फॉर्मेशन दे देना, क्या ख्याल है?
जैसे ही नंबर 47 ने रॉबर्ट लेटो का नाम सुना, उसकी आंखें खून से भर गई। उस पुलिस ऑफिसर का चेहरा, उसकी हंसी, उसका घमंडी अंदाज, सब कुछ उसके दिमाग में ताजा हो गया। और साथ ही उसके माँ के साथ हुआ वो दर्दनाक वाकया भी। वुचेन ने आगे कहा, वो कुत्ता अब कई बड़े कांग्रेसमैन की प्रोटेक्शन में है और गैंग्स को अपने पर्सनल टूल्स की तरह यूज करता है। आज वो न्यूयॉर्क का एक इनविजिबल पैरासाइट बन चुका है। इतने सालों में रॉबर्ट लेटो सिर्फ जिंदा ही नहीं रहा, बल्कि और भी पावरफुल हो गया। तुम चाहे दुनिया के टॉप असेसिन्स में से एक हो, लेकिन जैसे उसके पास पहुंचते हो, डर के मारे कांपने लगते हो। तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, इसी वजह से तुम उसे कभी मार नहीं पाए। मैं सही कह रहा हूँ ना? ये बात सीधा उसके दिल पर लगी। नंबर 47 गुस्से से कांपने लगा। वो अपनी बेड़ियों से छूटने की कोशिश करते हुए जोर जोर से चिल्लाया, रॉबर्ट लेटो, रॉबर्ट लेटो। तभी टोंगशिन वहां आ गई। वुचेन हल्का सा मुस्कुरा और बाहर निकलते हुए बोला, लगता है तुम मान गए। ही 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 ही। टोंगशिन ने पूछा, मिस्टर वू, क्या हम अब न्यूयॉर्क जा रहे हैं? वुचेन ने जवाब दिया, लगभग, लेकिन तुम अपने रास्ते से जाओगे, मैं अपने रास्ते, हम न्यूयॉर्क में मिलेंगे। फिर सीन चेंज हुआ 2 दिन बाद न्यूयॉर्क में। वुचेन ने धीरे से टोंगशिन का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोला, मेरे पीछे आओ। टोंगशिन हैरान होकर बोले, हाँ मिस्टर वू, लेकिन शेड्यूल के हिसाब से तो हमें शैनल के मसाज स्टोर में जाना था। वुचेन बस इतना बोला, बस मेरे साथ चलो। फिर दोनों एक चेंजिंग रूम के अंदर पहुंच गए। वुचेन ने बोला, मिस्टर अपने कपड़े बदल लो, जूते मोजे सब कुछ चेंज कर लो। वुचेन की बात सुनकर टोंगशिन का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत खुद को हाथों से ढक लिया। नहीं नहीं मिस्टर वू, यह हमारी डील का हिस्सा नहीं था। वुचेन ने उसकी तरफ नए कपड़े बढ़ा दिए और बोला, मेरा मतलब है नए कपड़े पहन लो, हमें टूर ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन करनी है, बेकार का ख्याल मत लाओ। ये सुनते ही टोंगशिन शर्म से और भी लाल हो गए। उसे समझ आ गया कि वो ही गलत समझ बैठी। वुचेन ने समझाना शुरू किया, रॉबर्ट लेटो के कंट्रोल में जो सबसे पावरफुल गैंग है वो नॉर्थ अमेरिका ब्रांच ऑफ डोंग हार्मनी सोसाइटी है। और डोंग हार्मनी सोसाइटी की 3 ब्रांचेस है, नॉर्थ अमेरिका, डिस्ट्रिक्ट 11 और साउथ ईस्ट एशिया। इन तीनों में सबसे कॉमन ऑपरेशन है 50 मेंबर टूर ग्रुप स्पेशल सर्विस। इस सर्विस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि फ्लाइट में बैठने से पहले सब लोग एक डेजिग्नेटेड मसाज स्टोर में फुल बॉडी मसाज करवाते हैं। फिर 11 घंटे की फ्लाइट के बाद लैंडिंग होते ही एक और डेजिग्नेटेड मसाज स्टोर में दोबारा फुल बॉडी मसाज करवाते हैं। साथ ही ट्रैवल एक्सपेंसेस पर भी डिस्काउंट मिलता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग इस टूर ग्रुप को चूज करते हैं। वुचेन ने तेज नजरों से देखते हुए कहा, बाकी लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। उन्हें लगता है कि टूर ग्रुप का कम प्रॉफिट मसाज स्टोर से रिकवर हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इन 3 ब्रांचेस के बीच कांटेक्ट मेंटेन करने वाला आदमी है लीडिंग शी, वही जिसने मास्टर रैन को किडनैप किया था। इसी वजह से मैं खुद इस टूर ग्रुप का पीछा नहीं कर सकता, वरना वो तुरंत अलर्ट हो जाएगा। तभी टोंगशिन नए कपड़े पहनकर बाहर आई। वो हल्की सी शर्माते हुए बोली, मिस्टर वू, मैंने कपड़े चेंज कर लिए। वुचेन ने उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और बोला, चलो देखते हैं डोंग हार्मनी सोसाइटी स्पेशल सर्विस के पीछे आखिर कौन सा राज छुपा रही है। उसने टोंगशिन के सिर से लेकर पैर तक हर जगह ध्यान से चेक किया। फिर अचानक उसने उसका पैर उठा लिया और बोला, सिर, बॉडी, बाजू, कमर, चेस्ट, कहीं भी कुछ अजीब नहीं, लेकिन उसके पैरों का क्या? उसके पैर को ध्यान से देखते हुए वुचेन थोड़ा हैरान होकर बोला, ये क्या है? जब वुचेन उसके पैर की जांच कर रहा था, टोंगशिन शर्म से और भी लाल हो गई। वो हल्की सी शर्मा कर बोली, आ। थोड़ी देर बाद वुचेन ने गहरी सांस लेकर कहा, इसके टोनेल्स के अंदर ग्रेड 4 फ्लावर के लगभग 0.5 ग्राम छुपाया गया है। उसने मनी मन सोचा, 1000 साल की रीइंकार्नेशन के दौरान मैंने अमेरिका पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इतनी बड़ी चाल चल रहे होंगे। डोंग हार्मनी सोसाइटी की ये 3 ब्रांचेस हर रोज टूर ग्रुप के नाम पर अमेरिका की बॉर्डर क्रॉस करती हैं। हर ग्रुप में 45 लोग होते हैं और एक साल में ये लोग चुपके से लगभग 30 मिलियन US$ के फ्लोर की स्मगलिंग कर देते हैं। अब बाकी सब काफी आसान है, अगला हिस्सा उन कुत्तों की आपस की जंग होगी। फिर उसने कहा, मिस टोंग, आप कपड़े चेंज कर चुकी हैं, चलिए मुझे न्यूयॉर्क में एक पुराने दोस्त से मिलना है। टोंगशिन ने धीरे से जवाब दिया, ठीक है, समझ गई। सीन चेंज हुआ एक क्लब के अंदर। वुचेन का वो पुराना दोस्त और कोई नहीं बल्कि डिंगलोंग था। वो मस्त मूड में कुछ खूबसूरत अमेरिकन लड़कों के साथ ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा था। पर्पल बाल वाली लड़की बोली, डिंगलोंग ड्रिंक करो और पियो। डिंगलोंग हंसी के साथ बोला, ठीक है, देखो कैसे पीता हूँ। तभी वुचेन की जोर से डांटने वाली आवाज गूंजी, अबे बेवकूफ, तेरे पास लड़कियों के साथ मजे करने और शराब पीने का टाइम है? उधर डिंग फैमिली का घर तो खच्चर बनने वाला है। ये आवाज सुनते डिंगलोंग उछलकर खड़ा हो गया। वुचेन, वो गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा, साले तू फिर से अपना रूप बदल कर आ गया और ऊपर से लड़कियों को भी साथ लेकर घूम रहा है। लिरुबिंग के लिए आज तुझे मार ही दूंगा। उसने सीधा मुक्का मारा, लेकिन वुचेन ने एक हाथ से उसका पंच रोक दिया। फिर बोला, जबान संभाल कर, ये टोंग फैमिली की मिस टोंग है, ये यहाँ विटनेस है। डिंगलोंग हैरान होकर बोला, है विटनेस? किस बात की? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वुचेन ने शांत होकर कहा, डिंगलोंग, मैं जानता हूँ तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, लेकिन एक बात की मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम और तुम्हारी डिंग फैमिली कभी भी फ्लावर के धंधे में शामिल नहीं रहे, इसी वजह से मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। उसके बाद वुचेन ने रॉबर्ट लेटो और डिंगलोंग की फ्लोर स्मगलिंग वाले पूरे प्लान की सच्चाई बता दी। टोंगशिन भी बोली, वुचेन और मैं झूठ नहीं बोल रहे, मैं टोंग फैमिली की इज्जत की कसम खाकर कहती हूँ।
ये सुनते ही डिंगलोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो हमेशा सीधा रास्ते पर चलने वाला इंसान था, उसने कभी भी फ्लोर के धंधे में हाथ नहीं लगाया था। वो गुस्से में गाली देते हुए बोला, रॉबर्ट लेटो और लिंगडिंग जी, उन साले वेस्टर्नर्स और कोरियंस की इतनी हिम्मत हमारे डिंग फैमिली को यूज करेंगे, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसी रात टोंगशिंग वूचन के साथ अमेरिका की सड़कों पर एक ऑपरेशन पर निकली। एक एरिया में जबरदस्त दंगा फसाद मचा हुआ था। रिसोर्ट के अंदर रॉबर्ट लेटो एक लड़की के साथ वक्त बिताने ही वाला था कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। उसे दंगे की खबर मिली। वो चिढ़कर बोला, सारी पुलिस फोर्स को मोबाइलाइज करो, पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा दो। दोबारा राइट वाली जगह पर वूचन और टोंगशिंग एक बिल्डिंग की छत पर खड़े नीचे का मंजर देख रहे थे। टोंगशिंग ने हैरानी से पूछा, ब्रदर वो हम यहाँ आखिर क्या कर रहे हैं? वूचन हल्का सा मुस्कुराया। डिंगलोंग ने डोंग हार्मोनी सोसाइटी की सारी इन्फॉर्मेशन डिंग फैमिली के ओल्ड मास्टर्स को दे दी है, अब बस उस बुजुर्ग का बड़ा दिल देखते हैं। नीचे रॉबर्ट लेटो माइक्रोफोन लेकर अपनी पुलिस लाइन को ऑर्डर दे रहे था, शील्ड्स रेडी, सब लोग अपनी पोजीशंस पर रहो। राइट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहली वार्निंग के बाद भी भीड़ नहीं रुकी। रॉबर्ट लेटो ने गुस्से में हवा में एक गोली चला दी। सालो पागल हो गए हो क्या? मेरी बात सुनाई नहीं देती? ठीक है, अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जैसे वो एक्शन लेने वाला था, एक खूबसूरत लड़की भागते हुए उसकी तरफ आई। हेल्प, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उसे देखते ही रॉबर्ट लेटो तुरंत उसकी तरफ भागा। मैडम घबराइए मत, हम आपको बचा लेंगे। लड़की धीरे से बोली, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो लड़की उसके बिल्कुल पास आ गई और रॉबर्ट लेटो को जरा भी शक नहीं हुआ। अगले ही पल लड़की ने चुपके से अपने कपड़ों के अंदर छुपाया हुआ एक तेज ब्लेड निकाला और एक ही बार में उसने रॉबर्ट लेटो की गर्दन काट दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभालने का मौका ही नहीं मिला। पुलिस ऑफिसर अपने बॉस को देखकर सन रह गए। कुछ ही सेकंड्स बाद रॉबर्ट लेटो जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें हमेशा के लिए थम गई और वो लड़की भीड़ में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। छत पर खड़ी टोंगशिंग ये खूनी मंजर देखकर थोड़ी घबरा गई। वूचन बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल मेरी उम्मीद के मुताबिक। जैसे ही मैंने और डिंग फैमिली ने नॉर्थ अमेरिका में उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया, वैसे ही उन्होंने रॉबर्ट लेटो का नाम भी खत्म कर दिया। अचानक वूचन का चेहरा सीरियस हो गया। उसने अपने पीछे की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, कोई मुझे ढूंढ रहा है, राइट का फायदा उठाकर मुझे खत्म करना चाहता है। डिंगलोंग इतनी जल्दी मुझे हल्का समझने लगा, लगता है पिछली बार जो हुआ था वो भूल गया है। उसने देखा कि 3 आदमियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। वूचन ने एक हाथ से टोंगशिंग को अपने पीछे प्रोटेक्ट किया और दूसरे हाथ से लॉलीपॉप निकालकर डिफेंसिव पोजीशन ले ली। लेकिन उसने तुरंत सोचा, नहीं, अगर मैंने अभी अटैक किया तो इसका मतलब होगा कि ली फैमिली भी इस राइट में शामिल है। इससे ली फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान होगा और डिंग फैमिली इसी मौके का फायदा उठाकर उन पर अटैक कर सकती है। मैं उनके ट्रैप में नहीं फंसूंगा। वूचन जोर से बोला, मैंने डिंगलोंग से पहले ही कहा था, एक भटकती हुई गोली आसानी से मिस टोंग को लग सकती है, या फिर हम एक डील कर सकते हैं। तभी रेडियो से डिंगलोंग की आवाज आई, अगर डील करनी है तो मेरे सामने आओ, घुटनों पर बैठकर मुझे डैडी बुलाओ, फिर शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। वूचन बिल्कुल शांत रहा और बोला, अगर नॉर्थ अमेरिका में तुम इतनी शराब पी रहे हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम प्यार और फैमिली की प्रॉब्लम से परेशान हो। तुम पहले मेरी कैपेबिलिटी देख चुके हो, अगर इस बार भी मैं तुम्हारी मदद कर दूं तो। डिंगलोंग गुस्से में बोला, साला वो मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें और क्या क्या पता है। फिर उसने ऑर्डर दिया, तुम लोग वूचन को मेरे पास लेकर आओ। सीन चेंज। डिंगलोंग एक बॉस की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने पूछा, और क्या जानते हो, सब बताओ। वूचन आराम से बोला, मैंने नॉर्थ अमेरिका में डिंग फैमिली के प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन सुनी है, अगर चाहो तो मैं उसकी पूरी डिटेल्स भी दे सकता हूँ। डिंगलोंग ने आंखें सिकुड़कर पूछा, क्या तुम वही कुत्ते हो जो पूरा दिन छुपकर मुझ पर नजर रखते हो? वूचन हल्का सा मुस्कुराया, सबसे पहली बात, मैं एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर हूँ और दूसरी बात, मुझे तुम्हारा नौकर बनने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मेरे पास तुम पर दिन भर नजर रखने का वक्त भी नहीं है। डिंगलोंग भी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, आज इतने अच्छे बन रहे हो, जिस इंसान से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं उसकी मदद करोगे, तुम्हें लगता है मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा? वूचन ने जवाब दिया, मैं ये सब मिस टोंग के लिए कर रहा हूँ, अगर उनके साथ कुछ हो गया तो डिंग फैमिली एक और दुश्मन बना लेगी। अभी की सिचुएशन ही काफी वजह है, अगर हम शांति से मिलकर काम करें तो दोनों फैमिलीज को फायदा होगा, क्या ख्याल है? डिंगलोंग कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जितना भी मुझे मानना बुरा लगे, तुम्हारी एनालिसिस बिल्कुल सही है। उसने आगे कहा, टॉम ब्रदर्स इंडस्ट्री के बारे में जानते हो, उसके पीछे इटली का रैप गैंग है। डोंग फैमिली की मीटिंग्स में मेरी तो जोर से बोलने की भी औकात नहीं थी। वूचन ने सीरियल आई, इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर रॉबर्ट लेटो और ली डिंगजी लूपहोल का यूज कर रहे थे। वैसे आजकल उनका टारगेट कौन है? डिंगलोंग ने एक औरत की फोटो निकाली, मेरे फादर के पास सिर्फ एक ही भरोसेमंद इंसान बची है, वोंगहाओ में साल की शुरुआत में जिसका नाम लिया गया था, वही इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स की कांटेक्ट पर्सन है। मुझे नहीं पता वो और कितने दिन टिक पाएगी, ये फीलिंग सच में बहुत बुरी है। वूचन ने फोटो हाथ में ली और कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मुझ पर छोड़ दो, लेकिन याद रखना मैं ये सब सिर्फ मिस टोंग के लिए कर रहा हूँ, काम होते ही हमारे बीच का रिश्ता वैसे का वैसा हो जाएगा, समझे? डिंगलोंग ने नाक से आवाज निकाली, साले आज तो मैं सोच रहा था तुम्हारा कम से कम एक हाथ या एक पैर तोड़ दूंगा, लेकिन क्योंकि तुमने मदद मांगी है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, बड़े मुश्किल से तुम्हें ट्राई करने का परमिशन दे रहा हूँ।
फिर सीन चेंज होता है, सड़क पर चलते हुए वूचन बोला, रॉबर्ट लेटो मर चुका है, अब मैं कभी भी नंबर 47 से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता हूँ, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए 2 दिन के लिए सब पोस्टपोन करना पड़ेगा। टोंगशिन उसके साथ साथ चलते हुए बोली, समझ गए ब्रदर वो, अब हम कहाँ जा रहे हैं? वूचन बोला, सबसे पहले मुझे टॉम ब्रदर्स इंडस्ट्री की डिटेल इन्फॉर्मेशन देखनी है, खासकर उनके पोचिंग ऑपरेशंस। टोंगशिन ने तुरंत कहा, ब्रदर वो, मुझे लगता है मेरी शक्ल मिस वैंग से काफी मिलती है, क्यों ना मैं उनका रोल प्ले करूं? वूचन थोड़ा हैरान हुआ, मैं मिस टोंग को इतने डेंजर में कैसे डाल सकता हूँ? टोंगशिन ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ब्रदर वो, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। उस रात टोंगशिन मेकअप कर रही थी, वो मुस्कुरा कर बोली, ब्रदर वो देखिए, क्या मैं मिस वैंग जैसी लग रही हूँ? लगभग 90%। वूचन ने ध्यान से देखा और बोला, काफी हद तक, पर याद रखना कल जब मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा तब बिना जरूरत एक शब्द भी मत बोलना, सिर्फ टॉम ब्रदर्स के लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करना और सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना। टोंगशिन ने प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गई। अगली सुबह पिंक सूट पहना हुआ एक आदमी बोला, मिस वैंग, अब जो भी आप देखे या महसूस करें प्लीज शॉक मत होना, क्योंकि जो भी आप देखने वाली हैं वो हमारी कंपनी का सिर्फ बेसिक प्रोसीजर है। वो उसे एक लंबी कॉरिडोर से ले गया। चलते चलते उसने कहा, मिस वैंग, जब आप हमारी कंपनी ज्वाइन करेंगी ये सारे स्लेव आपके अंडर होंगे, आप इन्हें जो चाहे वो करने का ऑर्डर दे सकती है, उनकी जिंदगी या मौत तक का फैसला भी। टोंगशिन थोड़ी कंफ्यूज होकर इधर उधर देखने लगी। पिंक सूट वाला आदमी बोलता रहा, और सैलरी की बात करे तो टोंग फैमिली से जो कमाती है उनका डबल मिलेगा। नीचे हॉल में एक यंग मास्टर ने सामने खड़ी लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेडीज, मेरे लिए अपने सारे कपड़े उतार दो, तुम्हारे शरीर पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। ऑर्डर मिलते ही सारी लड़कियां उस आदेश का पालन करने लगती हैं। बुरी नजर वाला बूढ़ा आदमी खुशी खुशी एक महिला के चारों ओर अपना बायां हाथ और दूसरे के चारों ओर अपना दायां हाथ डालता है और बड़े ही माहिर तरीके से इधर उधर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम सब कितने ओबीडियंट हो, वाह, मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा मजा आ रहा है। पिंक सूट वाला आदमी फिर बोला, चलिए उस तरफ ध्यान मत दीजिए, अब काम की बात करते हैं। वर्क प्लेस साउथ अमेरिका की प्लांटेशंस भी हो सकती है या एंटार्क्टिका की फिशिंग बोट्स, काम वही होगा जो आप टोंग फैमिली में करती थी, मैनेजमेंट। मिस वैंग, का आपको और कुछ जानना है? अगर कंडीशंस पसंद आई है तो हम किसी प्राइवेट रूम में बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। तभी वूचन धीरे धीरे चलते हुए अंदर आया और बोला, इन्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं और ये तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करेंगी। डबल सैलरी, सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन, इतनी अट्रैक्टिव कंडीशंस रखते हो कि आम आदमी आसानी से फंस जाए। ये सुनते ही पिंक सूट वाले का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में पूछा, तू है कौन और यहाँ अंदर कैसे घुस गया? वूचन को देखते टोंगशिन के चेहरे पर खुशी आ गई। वूचन ने बिना वक्त गवाए उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया, फिर ठंडी आवाज में बोला, रेजर गैंग का सेकेंड लीडर हैरी डियागो 10 साल पहले खत्म हो चुका था। तुमने उसका मर्डर करके उसकी आइडेंटिटी ले ली और टॉम ब्रदर्स के बिजनेस में घुस गए। चलो ऑफिस में चलते हैं, वहाँ टॉम ब्रैडी के सामने तुम्हारी रेजर गैंग को दोबारा जिंदा करने वाली पूरी प्लानिंग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, तुम कौन और तुम्हें ये सब कैसे पता? वूचन ने टोंगशिन का हाथ पकड़ा और धीरे से उसके कान में कहा, डोंग हार्मनी सोसाइटी का एक हिस्सा, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है जो तुम मेरी नजरों में आ गए। वो आदमी गुस्से से पागल हो गया, डैम इट, तो फिर तुम मेरी एंटरटेनमेंट बन जाओ। ये बोलकर वो सीधा वूचन पर झपटा, लेकिन उसी पल एक औरत हाथ में चाकू लेकर बिजली की रफ्तार से वूचन की तरफ दौड़ी। वूचन ने एक हाथ से टोंगशिन को अपने पीछे सुरक्षित किया और दूसरे हाथ से उस औरत के अटैक को तुरंत रोक दिया। उसने मन ही मन सोचा, हिडन बॉडीगार्ड्स। जब उसकी नजर उस औरत के टैटू पर पड़ी तो वो एक पल के लिए हैरान रह गया। वहाँ साफ लिखा था नंबर 69। वूचन की आंखों में तेज चमक आ गई। ऐसे नंबर 69 जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था, लगता है अब असली मजा आने वाला है। वूचन सीधा नंबर 69 का सामना करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी डिसएडवांटेज में नहीं था। वो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाता है, जिससे नंबर 69 के लिए चाकू पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। वूचन कहता है, मेरे सामने तुम्हारे जीतने का कोई चांस ही नहीं। नंबर 69 एक टफ ओपोनेंट को देखकर तुरंत अपनी हैंड लॉकिंग टेक्निक का काउंटर करती है। स्पिनिंग स्टांस का यूज करके वो वूचन के स्टाफ पर पंच और किक से हमला करती है, लेकिन वूचन तुरंत रिएक्ट करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो कहता है, ये या तो जिंदगी और मौत का सवाल है या फिर पूरी स्पीशीज का खत्म होने का। बिना किसी रहम के इरादे की नंबर 69 एक बेहद कूल पोज में नीचे उतरती है। टॉम के रूम में डिस्गाइज हैरी डियागो को तुरंत नंबर 69 खींचकर दूर ले जाती है, पर जाते जाते कड़वे शब्दों में बोलना नहीं भूलता, मुझे कुछ और काम निपटाना है। तुम्हारी किस्मत खत्म हो चुकी है। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि वेजिटेटिव स्टेट में रहना कैसे होता है। टोंगशिन जल्दी से कहती है, मिस्टर वू, क्या आप इन्हें इतनी आसानी से भागने देंगे? वूचन बस मुस्कुराता और जवाब देता है, वो भाग नहीं पाएंगे, पहले मेरे साथ एक और जगह चलो। फिर सीन एक दूसरे कॉरिडोर में शिफ्ट होता है, जहाँ एक आदमी व्हीलचेयर को धक्का दे रहा था। आज रात तुम्हारी मूनलाइट कितनी खुशबू दे रही है। ये वही खुशबू है जो मुझे पहले सबसे ज्यादा पसंद थी, इसे सूंघ कर देखो। ये आदमी टीम ब्रदर्स का चेयरमैन टॉम ब्रैडी था, लेकिन लड़की के चेहरे पर जरा भी इमोशन नहीं था।
दूर से वूचान और टोंगशिन चुपचाप उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वूचान कहता है, मिस्टर टॉम, आपकी वाइफ ने अपने आप पर कंट्रोल करने की एबिलिटी खो दी है। अब वो कोई और भी एक्शन नहीं कर सकती। आपको हकीकत का सामना करना चाहिए। ये सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से से भर गया और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कहने की वो वेजिटेटिव स्टेट में है? नहीं, वो सिर्फ मुझसे नाराज है, बस मुझसे नाराज है। वूचान बीच में बोल पड़ता है, 8 साल पहले आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और बच्चों को जन्म देने वाली थी। उसी वक्त आपकी कंपनी एक गैंग के साथ मुश्किल में फंस गई थी। आपने अपने आदमियों को लेकर लड़ाई में जाने का फैसला किया और अपनी वाइफ को अपने छोटे भाई टॉम के भरोसे छोड़ दिया। वहाँ की सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। बारिश हो रही थी और सड़कें फिसल रही थी और टॉम की कार पलट गई। उसने अपनी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही कार में ब्लास्ट हुआ उसकी वाइफ ने ना सिर्फ अपना बच्चा खो दिया, बल्कि ब्लास्ट की वजह से वो वेजिटेटिव स्टेट में भी चली गई। अपने भाई की वाइफ को बचाने की कोशिश में टॉम के छोटे भाई को चेहरे पर बहुत बुरी तरह के बर्न्स और सीरियस इंजरीज हो गई। हालांकि टॉम ने वो स्ट्रीट फाइट जीत ली थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक बहुत ही क्रूअल गेम खेला। उस रात जब दोनों जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, उसकी मुलाकात हैरी डियागो से हुई, जो रेजर गैंग का लीडर था और जिसे 2 साल पहले खत्म कर दिया गया था। अपने भाई के रेजिस्ट न कर पाने का फायदा उठाकर हैरी डियागो ने बार बार चाकू से टॉम पर हमला करके उसकी जान ले ली। उसके बाद हैरी डियागो खुद आग में लेट गया और अपना चेहरा जला लिया ताकि उसके भाई के जैसे ही गंभीर वुंड्स बन जाए। दुनिया को धोखा देने के लिए उसने अपने वोकल कॉर्ड भी डैमेज कर लिए। टॉम, क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वूचान सीरियस चेहरे के साथ पूछता है। ये सुनते ही टॉम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरानी से पूछता है, तुम कह रहे हो कि पिछले 8 सालों से मेरा भाई मेरा छोटा भाई नहीं है? वूचान इशारा करते हुए आगे कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी वाइफ का डायग्नोसिस करने वाला डॉक्टर भी हैरी डियागो का ही प्लांटेड स्पाई था। फिर वो एक वीडियो रिकॉर्डिंग निकालता है और कहता है, ये रहा सबूत। वीडियो के अंदर एक यंग मैन अपना सिर कवर किए हुए बार बार गिड़गिड़ा रहा था, मुझे और मत मारो, मुझे और मत मारो, मैं सब कुछ बता दूंगा। डॉक्टर कहता है, मैंने तुमसे झूठ बोला था। अब वो लगभग ठीक हो चुके हैं, वो सिर्फ गुस्से में है और अपने होश से बाहर नहीं जा सकती। टॉम ब्रैडी अपनी वाइफ की तरफ मुड़कर कहता है, मेरी मूनलाइट। वूचान आगे बोलता है, पिछले 8 सालों से तुम उसके पास रहकर उसकी देखभाल कर रहे थे क्योंकि तुम्हें गिल्ट था। हैरी डियागो लगातार कंपनी की रिसोर्सेज खत्म करता जा रहा है और रेजर गैंग को दोबारा खड़ा करने की तैयारी कर रहा है। हैरी डियागो ज्यादातर लोग डोंगहाउस सोसाइटी से रिक्रूट करता है और डोंगहाउस सोसाइटी भी चुपचाप नहीं बैठेगी, एक और खूनी जंग होने वाली है। टॉम ब्रैडी हैरानी से बोल पड़ता है, सही रास्ते पर वापस आओ। वूचान टोंगशिन की तरफ मुड़ता है और ईमानदारी से कहता है, अगर तुम सच में अपनी वाइफ के लिए कुछ करना चाहते हो तो टॉम ब्रैडी को सही रास्ते पर वापस लाओ। अपनी वाइफ को हमेशा तुम्हारे इंतजार करते हुए मत छोड़ो। सही रास्ते पर चलने का मतलब अक्सर निराशा का सामना करना होता है। अगर तुम हाँ कर देते हो तो टोंग फैमिली की ये यंग लेडी उन लोगों से छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद कर सकती है। टॉम ब्रैडी अपनी वाइफ की तरफ देखता है और कहता है, मेरी मूनलाइट, मुझे थोड़ा काम है, अच्छी बच्ची की तरह रहना, ठीक है? मैं बाद में तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। इस कपल को देखकर टोंगशिन का दिल बेहद उदास हो गया, जैसे वो किसी जुदाई में तड़पते हुए आदमी को देख रही हो। 2 घंटे बाद न्यूयॉर्क के आउटस्कर्ट्स में हैरी डियागो नाम का एक आदमी बोलता है, सालों से मैंने जो पैसा और सामान छुपा कर रखा है, आखिरकार अब उसका इस्तेमाल करने की जगह मिल ही गई। जमीन में दबी हुई बोरियों के ढेर में बहुत सारे डॉलर्स पड़े हुए थे। नंबर 69 पूछती है, क्या बस इतना ही है? डियागो बुरी तरह से हंसता और कहता है, चिंता मत करो, अगले साल तुम्हारी सैलरी में कोई कमी नहीं होगी। अगला साल तो छोड़ो, ये पैसा पूरा 10 साल के लिए काफी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक ये चीजें मेरे पास है और मेरा दिमाग सही सलामत है, मैं जरूर वापस आऊंगा। लेकिन वो बस अपनी बढ़ाई कर रहा था और उसने नंबर 69 के चेहरे पर उभरते हुए खतरनाक इरादे को नोटिस ही नहीं किया। अगले पल उसने ट्रिगर दबा दिया और लगातार लॉलीपॉप चला दी, हैरी डियागो को विदा करते हुए, जिसने पूरी जिंदगी प्लानिंग और साजिशों में लगा दी थी। आखिरकार इसी पल सब कुछ बर्बाद हो गया। नंबर 69 बिना किसी इमोशन के पैसों से भरा बैग उठाकर वहाँ से ले जाने की तैयारी करती है। पूरा सीन देख रहे वूचान ने आखिरकार आवाज लगाई। हैरी ने हर चीज का हिसाब लगा रखा था, लेकिन आखिर में उसने खुद ही प्रोपेगेंडिस्ट की मदद कर दी। तुम लोगों के पास तो रेडीमेड आउटफिट भी है नंबर 69, तुमने इसे कब तैयार किया? नंबर 69 वूचान पर लॉलीपॉप तान कर कहती है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? वूचान जवाब देता है, हमारे डोंगाई में ऐसी सिचुएशन को अक्सर किस्मत माना जाता है। मैंने तुमसे जो बातें कही थी तुम उन्हें बिल्कुल याद नहीं रखती। फिर वो एक डैगर उछालता है जो सीधा नंबर 69 की लॉलीपॉप को उसके हाथ से गिरा देता है। नंबर 69 कुछ समझ पाती है उससे पहले ही वूचान एक भूत की तरह अचानक उसके पीछे आ जाता है। वो कहता है, अभी भी मेरे सामने तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। वूचान एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़कर रोक लेता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ लेता है। नंबर 69 जितना भी स्ट्रगल करती है वो उसकी पकड़ से निकल नहीं पाती। वूचान कहता है, अब और स्ट्रगल मत करो, जितना ज्यादा तुम स्ट्रगल करोगी मेरी पकड़ उतनी ही टाइट होती जाएगी। अगर मैंने इतना दबा दिया कि तुम सांस भी न ले पाई तो ये थोड़ा ट्रबलसम हो जाएगा। वूचान लड़की को थोड़ी सिंपैथी के साथ देखते हुए कहता है, वैसे अगर तुम रेजिस्ट ना करो तो मैं अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर सकता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। वूचान के चढ़ने पर नंबर 69 का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो गाली देते हुए कहती है, बदमाश।
पेड़ के ऊपर एक बूढ़ा आदमी उल्टा लटका हुआ था एक अजीब से पोज में। वो बोलता है, क्या हमारी नंबर 69 को रेस्क्यू करने की जरूरत है? लगता है अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बूढ़ा आदमी फिर एक क्लासिक पोज में नीचे उतरता है, आंखों को घुमाते हुए बिल्कुल दुनिया के सबसे खतरनाक आदमियों वाली स्टाइल में। वूचान मजाक भरे अंदाज में कहता है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एक और ट्रबल मेकर आ गया। इस वक्त वूचान का सामना नए असैसिन से हो रहा था। उसने जल्दी से एक रस्सी उठा और नंबर 69 के हाथ बांधते हुए कहा, नंबर 18 तुम उन रिक्रूटर्स में से एक हो, तुम यहाँ नंबर 69 को बचाने आए हो। नंबर 69 सिर्फ नंबर 18 को ही बुला सकती थी, जल्दी मुझे बचाओ। नंबर 18 खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम जैसे रिक्रूटर जब दोबारा मिलते हैं तो हम कोई फ्रेंडली एलुमनाई एसोसिएशन नहीं होते। बूढ़े आदमी ने अपना लॉलीपॉप लोड किया और उसे वूचान और नंबर 69 की तरफ तान कर कहा, तुम रूल जानते हो, अगर तुम पकड़े जाओ और भाग ना सको तो तुम्हें खुद को खत्म कर लेना चाहिए। नंबर 69 बिल्कुल बेबस थी और सिर्फ नंबर 18 को घूर सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि लॉलीपॉप से सबसे पहले वही मारी जाएगी। वूचान ने मन ही मन सोचा, नंबर 69 को सेफली टोंगशिन के पास पहुंचाना ही होगा, वो मर नहीं सकती। नंबर 18 इविल तरीके से हंसा और बोला, तुम नंबर 69 को अपने साथ ले जाना चाहते हो? इतना कहकर उसने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन वूचान तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप गया और बोला, अब वो मेरे हाथ में है, बाकी चीजों की मुझे कोई फिक्र नहीं। वूचान की अजीब और गोश्त जैसी मूवमेंट देखकर नंबर 18 शॉक में बोला, मेरे लॉलीपॉप से कोई बच ही नहीं सकता। वूचान ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता तुम्हारी मार्क्समैनशिप मुझसे बेहतर है। नंबर 18 ने यह सुनकर इरिटेट होते हुए कहा, क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट टोन में मुझे नीचा दिखा रहे हो? एसएसएन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मेरी मार्क्समैनशिप दुनिया में सबसे बेहतरीन है, सिर्फ कुछ लोग ही होंगे जो मुझे हरा सकते हैं। वूचान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, चलो बैट लगाते हैं, अगर मैं जीता तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, अगर मैं हार गया तो तुम जो चाहो कर सकते हो। नंबर 18 ने पूछा, सच में? और बैट में क्या रखा है? वूचान ने कहा, तुम कोई टारगेट चूज करो, क्या तुम इस बात पर बैट लगाओगे कि मैं तुम्हारी बुलेट को टारगेट से मिस करवा सकता हूँ? नंबर 18 ने कहा, कितनी रिडिकुलस बात है, ठीक है, सामने बर्ड के नेस्ट के ऊपर जो एग्स है उन्हें टारगेट बनाते हैं। वूचान धीरे धीरे सामने आया और बोला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दोनों साइड बाय साइड खड़े हो गए और बैट शुरू कर दी। जैसे ही नंबर 18 ने फायर किया, वूचान ने तुरंत अपना लिटिल फ्लाइंग ड्रैगन बर्ड के नेस्ट की तरफ फेंका। बाहर की तरफ रखा हुआ एग अभी भी वही था, बिल्कुल बिना किसी स्क्रैच के, लेकिन नंबर 18 की बुलेट एक पेड़ के अंदर जाकर धंस गई। इसी वक्त नंबर 18 का चेहरा देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे हम दोनों ने एक साथ शुरू किया, लेकिन वो मुझसे 0.3 सेकंड्स तेज था। उसके डैगर ने मेरी बुलेट को ब्लॉक कर दिया और इसी वजह से बुलेट की ट्रेजेक्टरी बदल गई। इसने मेरी फायर टाइमिंग और ट्रेजेक्टरी को एक्चुअली एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर लिया। उधर वूचान को थोड़ा पसीना आ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ओ इसका मतलब बस टाइम रिवाइंड सिस्टम को कुछ और बार यूज करना पड़ा। वूचान ने कहा, लगता है मैं जीत गया। हाँ। नंबर 18 बैट हार गया और मजबूरी में वहां से चला गया, पर जाते जाते वो कहना नहीं भूला, अगर तुम नंबर 69 को किडनैप करके ले गए तो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा पीछा करना कभी नहीं छोड़ेगा। वूचान ने एरोगेंट अंदाज में जवाब दिया, आने दो उन्हें। इसके बाद वूचान ने नंबर 69 को अपने कंधे पर उठा लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे वो पहाड़ों में वाइफ को उठाकर ले जा रहा हो। नंबर 69 ने कहा, ज्यादा एरोगेंट मत बनो, हम दोनों से भी ज्यादा पावरफुल प्रोपेगेंडिस्ट है, आखिरकार तुम उनके हाथ लग ही जाओगे। वूचान फिर भी मुस्कुराता रहा और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता रहा। तब तक सूरज धीरे धीरे और ऊपर आ चुका था। वूचान उसे कंधे पर उठाए जंगल से बाहर आ गया। वूचान ने जवाब दिया, मेरे मामले में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं, पहले अपने बारे में सोचो। दूर से किसी की परछाई नजर आ रही थी। वो शियान एनमिंग थी जो घोड़े पर सवार होकर सैर कर रही थी। तभी उसकी नजर वूचान पर पड़ गई। उसने सरप्राइज से कहा, ब्रदर वूचान। किसी जान पहचान वाले से मिलना दोनों के लिए ही सरप्राइजिंग था। वूचान ने पूछा, मिस शियांग आप यहाँ क्या कर रही है? शियान एनमिंग ने जवाब दिया, ये जमीन अमेरिका में मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी है, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। वूचान ने मन ही मन सोचा, क्या हेरिडियागो इतना क्रेजी है कि उसे मौत का भी डर नहीं? उसने अपने डॉक्यूमेंट छुपाने के लिए शियान फैमिली के टेरिटरी को ही चूज कर लिया। वूचान को एक लड़की को कंधे पर उठाए देखकर शियान एनमिंग ने सवाल किया, और ये कौन है जिसे तुम अपने कंधे पर उठाए हुए हो? क्या तुम अब हुलीगन बन गए हो? वूचान ने जवाब दिया, ये एक लंबी कहानी है। इसके बाद दोनों शियान एनमिंग के विला में चले गए। अंदर वूचान ने एक्सप्लेन किया कि वो इस लड़की को क्यों उठाए हुए था और अमेरिका आने की वजह क्या थी। इस वक्त नंबर 69 का चेहरा बहुत थका हुआ था। उसके हाथ टाइट बंधे हुए थे, लेकिन बांधने का यह तरीका कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। शियान एनमिंग ने सस्पिशियस होकर पूछा, क्या तुम दोनों मास्टर स्लेव गेम खेल रहे हो? वूचान ने जवाब दिया, वो एक प्रोफेशनल असैसिन है। अगर उसे इस तरह के स्पेशल बाइंडिंग से ना बांधा जाए तो वो शायद सिर्फ कुछ ही मोमेंट्स में खुद को फ्री कर लेगी। इस वक्त शियान एनमिंग शर्मा गई और बोली, अगर तुम सच में उस तरह का स्लेव वाला गेम खेलना चाहते हो तो मुझे लगता है मैं भी खेल सकती हूँ। वूचान को समझ आ गया कि वो थोड़ा गलत समझ बैठे। उसने एक्सप्लेन किया, मिस शियांग आपने सच में गलत समझ लिया। वूचान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि शियान एनमिंग दौड़कर उसके पास है और जोर से गले लगा लिया। वो बहुत नखरे से बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी वही करना है।
वुचैन ने कहा, लिटिल शियांग, ये तो बिल्कुल तुम जैसी बात नहीं लग रही। शियान एनमिंग ने थोड़े सजेस्टिव अंदाज में जवाब दिया, कौन जाने, शायद तुम्हारे साथ रहने के बाद मैं बदल गई हूँ। वुचैन ने कहा, लिटिल शिया, मुझे लगता है तुम्हारा ये बदलाव काफी अच्छा है। इस वक्त शियान एनमिंग को वुचैन ने एक स्पेशल स्लेव स्टाइल बाइंडिंग में बांध रखा था। उसने उसे अपनी गोद में बिठाया, एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर रखा और दूसरे हाथ से उसके ट्विन टावर्स को सहलाया। शियान एनमिंग ने शरारत से अपना पिछवाड़ा हिलाते हुए मीठी आवाज में कहा, और मत बोलो, जल्दी करो और जोर लगाओ। कुछ घंटों की करीबी मुलाकात के बाद शियान एनमिंग बिल्कुल थक कर वुचैन के सामने पड़ गई। उसने थकी हुई आवाज में अपने बॉयफ्रेंड को सीधा धमकी देते हुए कहा, वैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर मुझे पता चला कि फ्यूचर में तुम्हारा नंबर 69 से कोई लेना देना है तो कसम से। वो कुछ और बोल पाती उससे पहले वुचैन ने उसे नीचे दबाया। उसने धीरे से जवाब दिया, मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ मेरी हॉस्टेज है। टोंग फैमिली का काम खत्म होने के बाद मैं मिस शियांग से कांटेक्ट करूंगा। पता नहीं वुचैन ने शियान एनमिंग को छोड़ दिया या फिर आखिर तक उसे परेशान किया, पर अब सीन को 2 दिन बाद टोंग फैमिली के यहाँ ले चलते हैं। टोंगशिन गाड़ी चलाकर वहाँ पहुंची और आते ही बोली, फादर, ग्रैंडफादर, मिस्टर वो मेरे बड़े भाई के मर्डरर को लेकर आए हैं। एक बुढ़ा आदमी वहाँ बैठा हुआ इंसान जला रहा था। ये टोंग फैमिली का करंट हेड था, टोंगशिन का फादर, जिसका नाम टोंग बेहुआंग था। वो अपने एंसेस्टर्स के लिए इंसान जलाते हुए बोला, फादर, हमारे टोंग फैमिली का इतने सालों से चला आ रहा बदला आखिरकार पूरा होने वाला है। इसी वक्त वुचैन नंबर 69 और टोंगशिन टोंग फैमिली के विला एरिया में एंटर हुए। काफी देर से फैमिली हेड टोंग बेहुआन मेल हॉल में फैमिली के मेंबर्स के साथ उनका इंतजार कर रहा था। सभी ने सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। टोंग बेहुआन ने कहा, टोंग फैमिली के भाइयों, आज सब लोग गवाह रहेंगे कि हमारा टोंग फैमिली अब भी वही टोंग फैमिली है जो दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से और नफरत का जवाब नफरत से देता है। इस वक्त वुचैन ने नंबर 69 को टोंग फैमिली के हवाले कर दिया ताकि वो लोग उसके साथ जो करना चाहते हैं कर सके। इस तरह उसने टोंगशिन से किया हुआ अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। फैमिली हेड ने कहा, छोटे भाई, हमारे बड़े बेटे के मर्डरर को पकड़ने में मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं अपना ये ऑफिशियल काम खत्म करने के बाद खुद तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। फिर बूढ़े आदमी ने जोर से कहा, चाकू लेकर मेरे साथ फादर के रूम में चलो। उसके बेटे ने एक बेहद तेज डैगर उठाया और टोंग बेहुआन को दे दिया। इसके बाद बूढ़ा आदमी नंबर 69 को प्रोसेसिंग रूम की तरफ खींचकर ले गया। टोंगशिन थोड़ी देर हिचकिचाई और फिर बोली, फादर, क्या आपको सच में ग्रैंडफादर के पोर्ट्रेट के सामने जाकर इस मर्डर को इतने टुकड़ों में बांटना जरूरी है? क्या ब्लड फॉर ब्लड रिचुअल पूरा करना ही पड़ेगा? बुढ़े आदमी ने गुस्से और जोश में जोर से कहा, क्या तुम टोंग फैमिली का बदला नहीं लेना चाहती? टोंगशिन ने जवाब दिया, चाहती हूँ, मैं सच में अपने भाई का बदला लेना चाहती हूँ। जब से उसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ है तब से बदला लेना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद रहा है। मैं हर वक्त इसी के बारे में सोचती हूँ, लेकिन मुझे सच में फादर का तरीका बहुत क्रीपी लगता है। टोंगशिन ने फिर अपनी दिल की वो सारी बातें कह दी जिन्हें लेकर वो अब तक हिचकिचाती आ रही थी। प्रोपोगंडा ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करने के बाद मुझे समझ आया कि हमारा टोंग फैमिली अब कितना कमजोर हो चुका है। पहले भी हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी हम उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या क्लू नहीं ढूंढ पाए। अगर मिस्टर वू की हेल्प ना होती तो हम उन्हें बिल्कुल पकड़ ही नहीं पाते। अगर नंबर 69 को मारना अब आसान है तो ठीक है, लेकिन अगर हमने प्रोपोगंडा ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों को भड़का दिया तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। बुढ़ा आदमी गरज कर बोला, अगर हम कल्प्रिट को पकड़ नहीं पाए तो लोग टोंग फैमिली का मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि हम बिल्कुल निकम्मे हैं। लेकिन अगर कल्प्रिट को पकड़ने के बाद भी हम बदला नहीं लेते तो लोग हमारा मजाक उड़ाकर हमें कावड़ बुलाएंगे। जरा इन सब अंकल्स और एल्डर्स को देखो, इतने सालों में टोंग फैमिली को कितना दबाया गया है, इसका तुम्हें अंदाजा भी है। इस पॉइंट पर टोंगशिन के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वुचैन ने फिर टोंगशिन की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मास्टर टोंग, मुझे लगता है मिस टोंग की सोच बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। बुढ़े आदमी ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम टोंग फैमिली के मामले में क्या जानती हो? आउटसाइडर्स को हमारे मामले में दखल नहीं देना चाहिए। तुमने मेरे पैसे लिए और अब आउटसाइडर बनने का नाटक कर रहे हो। वुचैन मुस्कुराया और बोला, मैं आउटसाइडर जरूर हूँ, लेकिन टोंग फैमिली के मामले के बारे में मुझे काफी अच्छी तरह पता है। फिर उसने टोंग फैमिली की हिस्ट्री बतानी शुरू की। करीब 100 साल पहले जब ग्रेट नॉर्थर्न नेशन में डायनेस्टी बदली थी, तब एक डुक की बेटी भागकर नॉर्थ ईस्ट चाइना पहुंच गई थी। जिंदगी गुजारने के लिए उसे सिंगिंग गर्ल का काम करना पड़ा। खुशकिस्मती से एक लोकल वेल्दी यंग मास्टर को उसे प्यार हो गया। फिर दोनों ने शादी कर ली और हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगे। बदलते वक्त के साथ पूरा परिवार अपर क्लास से कॉमनर बन गया और नॉर्थ ईस्ट से सेंट्रल प्लेन्स की तरफ माइग्रेट कर गया। फिर कई अपॉर्चुनिटीज और अच्छी किस्मत की वजह से कोल माइनिंग बिजनेस के सहारे उनका परिवार हवा में उड़ता पतंग की तरह दोबारा तेजी से ऊपर उठने लगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ टोंग बेकुआन? टोंग बेकुआन ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुमने जो कहा वो जरा भी गलत नहीं है। टोंगशिन ने सरप्राइज में मनी मन सोचा, मिस्टर वू को मेरे फैमिली के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? वुचैन ने बात जारी रखते हुए कहा, 90s में टोंग फैमिली ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने पूरे देश में रेस्टोरेंट की चेन शुरू करने की भी कोशिश की और फैमिली के बिजनेस को अलग अलग फील्ड्स में फैलाया। लेकिन इसी वजह से उनका सामना ग्वांजू में मा फैमिली से हो गया और कई डेकेड्स बीतने के बाद दोनों फैमिलीज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए।
पिछले 10 सालों में कोल माइनिंग इंडस्ट्री के डिक्लाइन के बाद टोंग फैमिली काफी पीछे रह गई और मा फैमिली ने हर जगह उन्हें दबाना शुरू कर दिया। टोंग फैमिली का हाई एंड रेस्टोरेंट डायुंग ग्रुप का एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, लेकिन लंबे समय से पेंडिंग बिल्स की वजह से उनका कैश फ्लो में बहुत कमी आ गई है। टोंग फैमिली के अंकल्स के कई बेटों को डेब्ट्स कलेक्ट करने के लिए खुद जाना पड़ा, लेकिन नीचे के बदमाश लोगों ने उन्हें बुरी तरह से अपाहिज बना दिया। इसके बाद टोंग फैमिली के लिए खड़े होने या उनका साथ देने के लिए कोई नहीं बचा। तब से टोंग फैमिली को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी टोंग युआन के कदमों पर आ गई। टोंग शिन का मर चुका भाई टोंग फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन का जीनियस था, लेकिन टोंग यान बहुत ज्यादा टैलेंटेड था और इसी वजह से वो मा फैमिली की आंखों का कांटा बन गया। टोंग बेक्युआन अब और नहीं सुन पाया और गुस्से में बोल पड़ा, बस करो। लेकिन वूचैन ने जारी रखा। टोंग यान के मर्डर के बाद टोंग फैमिली के दोबारा खड़ा होने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई और ओल्ड मास्टर इतने गुस्से और दुख में थे कि उन्हें खून की उल्टी हुई और फिर उनकी मौत हो गई। बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, मैंने कहा ना बस करो। वूचैन का एक्सप्रेशन फिर सीरियस हो गया और उसने कहा, नंबर 69 को मार देने से शायद तुम्हें थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाए, लेकिन जैसे मिस टोंग ने अभी कहा, पूरी टोंग फैमिली खतरे में आ जाएगी। मास्टर टोंग, अगर मिस टोंग के साथ भी कुछ हो गया तो टोंग फैमिली का फ्यूचर सच में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसकी सिंसियर बातें सुनकर टोंग शिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। टोंग बेक्युआन ने कहा, फिर भी अगर हम टोंग यान का बदला नहीं लेते तो हमारा ओल्ड मास्टर चैन से सो नहीं पाएंगे। वूचैन ने कहा, मेरे पास एक तरीका है जिसे हम ट्राई कर सकते हैं। मास्टर टैंग, नंबर 69 को सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले करने के बारे में सोचिए। उसका क्रेडिट वहाँ के रिलेवेंट लीडर्स को दे दीजिए और इस मौके का यूज करके उनके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज कीजिए। इस तरह जो लोग टोंग फैमिली के पेमेंट्स को रोक कर बैठे हैं वो दोबारा टोंग फैमिली को टच करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सुनकर बुढ़े आदमी ने सरप्राइज में मन ही मन सोचा, बिल्कुल सही, ये ब्रिलियंट प्लान है। अगर नंबर 69 को समझदारी से यूज किया जाए तो टोंग फैमिली के दोबारा राइज करने के लिए कई नए मौके मिल सकते हैं। उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, इसी तरह करते हैं। शिनशिन, तुमने एक टैलेंटेड और इंटेलिजेंट इंसान से दोस्ती कर ली है। वूचैन ने कहा, मास्टर टैंक बेफिक्र रहिए, जब तक मिस टैंक चाहेगी मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बुढ़े आदमी ने जवाब दिया, यंग मास्टर, मैं तो लगभग भूल ही गया, तुम्हारा शुक्रिया। इसी बीच दूसरी जगह डिंगलोंग घुटनों पर बैठा हुआ था और उसे बुरी तरह डांटा जा रहा था। एक बूढ़े आदमी ने गुस्से में कप फेंका और चिल्लाया, डिंगलोंग, तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। तुम फिर से ली फैमिली के सन इन लॉ से मदद मांगने चले गए। तुमने डिंग फैमिली की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। डिंगलोंग ने जवाब दिया, ग्रैंडपा, वूचैन ने खुद मुझसे मदद मांगी थी। बूढ़े आदमी ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और कहा, मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। चाहे ली फैमिली की मिस तुम्हारी वाइफ ही क्यों ना बन जाए, ली फैमिली को किसी भी तरह डिंग फैमिली के मामले में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं है, और वैसे भी वो अभी तुम्हारी वाइफ बनी भी नहीं है। वूचैन, अब तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हो, अब मुझे तुम्हें थोड़ा तमीज सिखाने के लिए ब्लेम मत करना। उस रात वूचैन और टोंग बेक्युआन एक बेहद शानदार एंटरटेनमेंट वेन्यू में मौजूद थे, जहाँ कई क्यूट वाइट बनी गर्ल्स ने उनका गर्मा गर्म वेलकम किया। टोंग बेक्युआन ने कहा, यंग फ्रेंड, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने गेस्ट के सामने अपनी इज्जत नहीं गवा सकता। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। वूचैन ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, लेकिन अच्छा टाइम स्पेंड करना अपनी जगह है, मुझे फोर्स करने की लिए जरूरत तो नहीं है ना। आखिरकार मैं ली रूबिन का बॉयफ्रेंड हूँ, मेरी प्रेफरेंसेस अभी भी नॉर्मल है। बुढ़े आदमी को लगा कि वो वूचैन की बात समझ गया, लेकिन उसने उसका मतलब गलत समझ लिया। उसने हाथ हिलाकर कहा, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब तुम जा सकते हो। उसके बाद उसने वूचैन को एक रूम में व्हाइट रैबिट गर्ल्स के साथ अकेला छोड़ दिया। बुढ़े आदमी ने लड़कियों से कहा, वहाँ खड़े होकर ब्लैंक मत रहो, गेस्ट का अच्छे से ख्याल रखो। लड़कियों ने वूचैन को एक चेयर पर बिठा दिया और सब उसके आसपास आ गई। पर्पल हेड लड़की ने पूछा, आप क्या खेलना चाहते हैं, हम कुछ भी कर सकती हैं। दो रैबिट गर्ल्स वूचैन को अपने ट्विन टावर से मसाज करने लगी, जबकि ब्लैक हेड गर्ल धीरे से उसके करीब आई और पूछा, क्या आपने कभी आइस एंड फायर 9 हेवेंस खेला है या पहले ये ट्राई करे। इतना कहने के बाद लड़कियों ने उसके कानों के पास शरारत भरे अंदाज में उसे टीज करना शुरू कर दिया, जबकि बाकी लड़कियों भी अपने अपने तरीके से उसका अटेंशन खींचने लगी। वूचैन मुस्कुरा और मन में सोचा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो शायद बहुत जल्द आ रहा है। तभी बाहर से एक जोर की आवाज सुनाई दी। टोंग फैमिली को मजे करने के लिए भी चुप चुप कर आना पड़ता है और फिर भी इतना शो ऑफ करने की हिम्मत है। बिल्कुल, दोनों तरफ के यंग लेडीज और यंग मास्टर हर एक चीज की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, ये तो हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं। लड़कियां अभी अपना सबसे एक्साइटिंग गेम शुरू करने ही वाली थी कि वूचैन अचानक खड़ा हो गया और बोला, लेडीज बाद में खेल लेंगे, अभी रास्ता क्लियर करो। दरवाजा लात मारकर खुलते ही जो सीन उसके सामने आया, उसमें बूढ़े डोंग बेक्युआन को कुछ यंग पंक्स ने पकड़ कर रखा था और उसकी पिटाई कर रहे थे। गहरे रंग वाले एक आदमी ने हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारने ही वाला था। वो चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने अकड़ दिखाओ। तभी वूचैन पीछे से उड़ता हुआ आया और उसके मुंह पर एक जबरदस्त किक मार दी। वूचैन खतरनाक तरीके से मुस्कुरा और बोला, मुझे लगता है टोंग फैमिली को मा फैमिली ने बहुत ज्यादा दबा लिया है। अब वक्त आ गया कि टोंग फैमिली को उनके डिक्लाइन से बाहर निकालने में मदद की जाए। उन्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना होगा और मा फैमिली को टोंग फैमिली से अलग करना होगा।
वूचन ने गोल्डन हेड पंक की गर्दन से उसका कॉलर पकड़ा और कहा, हाँ मैंने किसी को मारा है लेकिन बिना वजह नहीं मारा, मैं इसका कंपनसेशन दूंगा। चलो मुझे अपने बॉस के पास ले चलो, कंपनसेशन के बारे में खुद उससे बात करूंगा। अपने लीडर का चेहरा वूचन के किक से बिगड़ा हुआ देखकर उन सब की हालत खराब हो गई। सब इतना डर गए कि लगभग उनकी पैंट गीली होने वाली थी। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। डोंग बीवान ने शौक में मनी मन सोचा, वूचन ने इन लोगों को क्यों मारा, आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है। आधे घंटे बाद डोंगा माइनिंग कंपनी में वो पंक्स वूचन को अपने अड्डे तक ले आए। उनमें से एक ने आवाज लगाई, ब्रदर कुआई जल्दी दरवाजा खोलो, कोई बॉस से मिलना चाहता है। अंदर मौजूद यंग मैन जो इस अड्डे का सिक्योरिटी गार्ड था बोला, क्या इसे रूल्स का पता नहीं है, ये गेम में कितने टाइम से है, अभी बॉस को डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे हुई, चाहे कितना भी अर्जेंट हो, रिपोर्ट करने के लिए कल तक का वेट करना पड़ेगा। कुआई को इतने धीरे धीरे मूव करते देखकर वूचन ने सीधा दरवाजा लात मारकर खोल दिया और बोला, सॉरी मेरे पास वेट करने का टाइम नहीं है। कुआई ने घूर कर कहा, क्या तुम बहरे हो। उसके पीछे खड़े पंक्स का चेहरा भूत से भी ज्यादा सफेद पड़ गया। ब्लैक शर्ट वाले ने धीरे से कहा, ओ क्रैप हम तो गए। कुआई गुस्से में है। गोल्डन हेड लड़के ने भी धीरे से कहा, ब्रदर कुआई सिटी का नंबर 1 फाइटर है, साथ ही मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन भी है। अगर इसे और प्रवोक किया तो हम भी इसके गुस्से की चपेट में आ जाएंगे। जब दो सांड लड़ते हैं तो मच्छर कुचल दिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा दूर हो जाते हैं। कुआई वूचन से एक सिर लंबा था लेकिन वूचन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। कुआई ने कहा, अगर तुम्हें इंसानी जुबान समझ नहीं आती तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, और अगर मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया तो शायद पिटने के बाद तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी चलाई। इरादा था कि एक ही पंच में वूचन को बेहोश कर दे, लेकिन हमारा वूचन आंखें बंद करके भी उसके अटैक से बच गया। उसकी पोस्चर बिल्कुल कैजुअल थी लेकिन पूरी बॉडी से कॉन्फिडेंस टपक रहा था। एक हाथ पॉकेट में डाले हुए और दूसरे हाथ से वूचन ने कुआई को एक जबरदस्त अपरकट मारा जिससे वो वही बेहोश होकर गिर गया। खुद को फाइटर का किंग समझने वाला कुआई अब जमीन पर बिल्कुल मोशनलेस पड़ा हुआ था। उसकी आंखें पलट चुकी थी और मुंह के कोने से थोड़ी सी लाल भी टपक रही थी। छोटे मोटे पंक्स ये देखकर पूरी तरह डर गए। होली क्रैप, कुआई को एक ही पल में हरा दिया। गोल्डन हेड पंक ने मनी मन सोचा, ओ थैंक गॉड आज मेरी जान बच गई। इस ब्रदर ने मुझे पहले किक मारते वक्त जरूर रहम किया था, वरना मैं तो अब तक अपने एंसेस्टर से मिल रहा होता। वूचन ने फिर पूछा, अब क्या मैं तुम्हारे बॉस से मिल सकता हूँ। फिर सीन अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। दो स्वीट और खूबसूरत लड़कियां मजबूरी में अपने पैर पानी में भिगो रही थी और काफी इरिटेटेड लग रही थी। वहाँ एक मोटा बुढ़ा आदमी जोर जोर से पानी की आवाज करता हुआ स्लप कर रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वोंग डोंगाई था जो डोंगाई माइनिंग कंपनी का चेयरमैन था। वो खुशी से बोला, स्लप स्लप, इन दोनों गॉडेसेस के फुटबाथ का पानी कितना फ्रेग्रेंट, डिलीशियस और न्यूट्रिशियस है। वूचन ने अपना कैमरा ऑन किया और अंदर आते हुए बोला, मैंने सुना है मा फैमिली का राइट हैंड मैन वोंग डोंगाई एक अजीब पर्सनल फेटिश के लिए मशहूर है। अब खुद अपनी आंखों से देख लिया तो कहना पड़ेगा, वाकई देखना ही यकीन करना है, मैं इम्प्रेस हो गया। उसकी स्लर्पिंग में इंटरप्शन होते ही बुढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाया, व्हाट द हेल, कौन मेरा मूड खराब करने की हिम्मत कर रहा है। कुआई तुम कहाँ हो, इस आदमी को बाहर निकालो या फिर तुम्हें अपनी सैलरी नहीं चाहिए। वूचन ने थोड़ा हेयर जेल लगाया और दोनों लड़कियों को पैर पोंछने के लिए टॉवेल्स दे दिए। उसने कहा, गर्ल्स तुम बाहर वेट कर सकती हो, मुझे बॉस वैंग के साथ कुछ प्राइवेट में मैटर्स डिस्कस करना है। दोनों लड़कियों के बाहर चले जाने के बाद वूचन ने कहा, वैंग डोंगाई टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं चाहता हूँ कि तुम ये सिटी छोड़ दो, जितना दूर जा सको उतना अच्छा। बुढ़े आदमी ने लॉलीपॉप जलाई और अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा, मेरा ये पर्सनल हॉबी इलीगल नहीं है और मैं अपना बिजनेस भी बिल्कुल लीगली चला रहा हूँ। तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो, आखिर तुम्हारे पास किसकी बैकिंग है। वूचन बॉस की तरह आराम से बैठ गया और बोला, मुझे तुम्हारे असॉल्ट्स और लॉलीपॉप रिलेटेड क्राइम्स के बारे में सब पता है। माँ फैमिली ने तुम्हें यहाँ भेजा था ताकि तुम टोंग फैमिली के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सको। वैंग डोंगाई ने जवाब दिया, ये तो सबको पता है, पर तुम सिर्फ इसी वजह को लेकर मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो, कितनी फनी बात है। वूचन ने कहा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, इस वजह को देखो, तुमने अपना ऑफिस यही क्यों बनाया है, चलो मैं तुम्हारी याद ताजा कर देता हूँ। ये सुनकर बुढ़े आदमी के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वूचन ने बात जारी रखते हुए कहा, टोंग फैमिली को दबाते वक्त तुम्हारी नजर इस माइनिंग कंपनी पर पड़ी थी। एक्विजिशन के लिए मना करने के बाद तुमने इस कंपनी के सारे 100 लोगों का बेरहमी से मर्डर कर दिया और उनकी बॉडीज यही दफन कर दी। तुमने अपना कंपनी हेडक्वार्टर्स भी इसी वजह से बनाया ताकि किसी को उनकी बॉडीज कभी ना मिल सके। ये सुनकर वोंग डोंगाई का चेहरा डर के मारे अजीब तरह से पर्पल पड़ गया। उसने मनी मन सोचा, ये लड़का आखिर है कौन, इसे ये सब कैसे पता है। वूचन ने आगे कहा, माँ फैमिली तुम्हें टोंग फैमिली के सारे पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकती है, लेकिन अगर ये खौफनाक मैसेकर सामने आ गया तो इस दुनिया में कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। धमकी सुनकर वोंग डोंगाई के पास घुटनों पर गिरकर भीख मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने कहा, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम टोंग फैमिली से जुड़े हुए हो, क्या तुम टोंग फैमिली की मदद करने आए हो। वूचन ने उसकी बात खत्म होते ही बोला, हाँ मुझे पता है, डायो एनर्जी ग्रुप का वो लीडर भी माँ फैमिली की मदद करके टोंग फैमिली को दबाने में लगा हुआ है, मैं उसके बारे में भी जानता हूँ। वूचन मुस्कुरा और फैटी वैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारे जाने के बाद नंबर उसका है।
ये देखकर कि वूचान बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, वोंग डोंगाई दर्द से बोला, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, मैं जाऊंगा, मैं अभी चला जाऊंगा। बाहर अपनी फरारी तक पहुंचते हुए वो वहां से निकल गया। वूचान ने मनी मन सोचा अब दूसरे काम का वक्त है। फिर उसने कहा, यो गर्ली, जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी भेजी है एक बार देख लो। दूसरी तरफ से एन योंग ने चिढ़कर जवाब दिया, तुमने कहा था मुझे घुमाने ले जाओगे, लेकिन तुम तो मुझे सिर्फ काम ही करवा रहे हो। क्या इसी को फन कहते हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? वूचान ने जवाब दिया, बिल्कुल फन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक्सप्लोजिव होने वाला है। ये सुनकर एन योंग ने तुरंत कीबोर्ड पर अपना काम शुरू कर दिया। उसने सरप्राइज से कहा, मेरा काम हो गया है, सिटी की सिक्योरिटी सीरियसली बहुत खराब है। ठीक है, तुम्हें जो एड्रेस चाहिए था वो डिकोड हो गया है, मैं अभी तुम्हें भेज रही हूँ। फिर सिन सिटी के फिनिक्स मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। 2 फिगर्स हॉलवे में चल रहे थे। कैप पहने आदमी ने कहा, ब्रोली इस बार मैंने पूरे पैसे दिए हैं, पिछली बार जैसा मत करना, सिर्फ कुछ मिनट्स बाद मुझे बाहर निकाल दिया था, ठीक है? ब्रोली नाम के आदमी ने जवाब दिया, पिछली बार तुम रूल्स तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, रूल्स फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। फिर उसने एक चालाकी भरी एक्सप्रेशन के साथ उसे समझाते हुए कहा, वो पहले एक बड़े लीडर के साथ थी, अगर वो पागल नहीं होते तो तुम जैसे छोटे आदमी को उसके पास आने का मौका ही नहीं मिलता। अपनी अगली जिंदगी में भी हम उस जैसी क्वालिटी वुमन को देखने के लायक नहीं होंगे। क्रीपी आदमी ने भी कहा, बिल्कुल ब्रदरली सही कह रहे हैं, मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था कि किसी इतनी खूबसूरत लड़की के करीब आ पाऊंगा। फिर ली ने हॉस्पिटल का दरवाजा खोला। उसने एक बार फिर उसे वार्निंग दी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ हाथों से जहाँ चाहो वहाँ टच कर सकते हो, क्लीन अप मैं संभाल लूंगा, लेकिन अगर तुम रूल्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं, दोबारा तुम्हें बाहर निकाल दिया तो मुझे ब्लेम मत करना। रूम के अंदर हॉस्पिटल बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, उसके हाथ आयरन चेन से कसकर बंधे हुए थे। वो आदमी अंदर आया, लड़की दवा के असर से बेहोश थी। उसे देखकर वो एक्साइटेड हो गया और बोला, मेरी स्लीपिंग ब्यूटी तुम्हारा हबी आ गया। वो उसके चेहरे से लेकर पैरों तक उसकी बॉडी को टच करने लगा। डैम, इसका फिगर तो कमाल का है, ब्रदरली बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा था। उस बूढ़े आदमी ने शर्ट के ऊपर से उसके ट्विन टावर्स को चाटा और आए भरते हुए कहा, ब्यूटी तुम कितनी अच्छी स्मेल कर रही हो, बहुत अच्छी। जब उसे लगा कि कपड़ों के ऊपर से महकना काफी नहीं है तो उसने धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलना शुरू किया और कहा, ओहो, दूध जैसी सफेद त्वचा और इतने बड़े और गोल, मैं सच में इसका स्वाद लेना चाहता हूँ, मुझे सच में चाहिए। लेकिन उस पल वो चाहता था कि उसका छोटा सा 5 सेंटीमीटर का कीड़ा भी हरकत में आए। उसने कहा, मैंने 15 मिनट का पैसा दिया है, मैं 2 बार करना चाहता हूँ। लेकिन बाहर ली नाम के उस आदमी को वूचान ने पहले ही बेहोश कर दिया था। वूचान ने दरवाजे से अपना सिर अंदर किया और साई करते हुए बोला, टीएसके तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। पकड़े जाने पर वो आदमी घबरा गया और चिल्लाया, तुम कौन हो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही वूचान ने एक पंच मारा और उसे बेहोश कर दिया। फिर भी वूचान ने उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हुए उसे धक दिया। वूचान ने लड़की को देखा और मनी मन सोचा, ये जियांग लिन है, डाउन ग्रुप के चेयरमैन लियाओ गुआंग के एक्स लवर। इस लड़की के लिए सच में अफसोस होता है, इसने गलत इंसान को चूज किया। इस तरह की जिंदगी जीना तो इंसान की तरह जीना भी नहीं रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।